Introduction to compiler. So what is the compiler? Compiler क्या होता है आपका? तो compiler is a software which convert a program written in high level language to low level language. यानी कि सिंपल सा कंपाइलर की अगर हम बात करें तो कंपाइलर क्या होगा आपका? लाइक अ ट्रांसलेटर. ठीक है, तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है, इट इज लाइक अ ट्रांसलेटर विच ट्रांसलेट वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, यानी कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम जनरली बोलते हैं सोर्स लैंग्वेज, इट कन्वर्ट इनटू लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, यानी कि आपका कंपाइलर अगर हम बात करें कंपाइलर, so कंपाइलर कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, सोर्स कोड जो है आपका दैट इज सोर्स कोड को यहाँ पे कन्वर्ट करता है टारगेट कोड. ठीक है, जो आउटपुट आएगा आपका उसको हम क्या बोलेंगे? टारगेट कोड. तो सोर्स को टारगेट में कन्वर्ट करने का काम क्या होता है आपका? कंपाइलर का. ठीक है, मान लीजिए किसी टाइप की एरर जनरेट होती है तो कंपाइलर जनरेट प्रोड्यूस एरर, जो भी एरर होगी वो यहाँ पे आपका प्रोड्यूस करेगा. तो दैट इज कंपाइलर एरर. ठीक है, यानी इस तरीके से स्ट्रक्चर हम डिजाइन कर सकते हैं कि सोर्स कोड अप्लाई किया, कंपाइलर ने क्या प्रोड्यूस किया आउटपुट में टारगेट कोड. इफ देयर इज एनी एरर देन इट जनरेट द एरर. ठीक है, नाउ सोर्स कोड में हम क्या बोलते हैं? दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज. ये हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज एंड दैट इज लो लेवल लैंग्वेज. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो, बट जो सिस्टम के करस्पॉन्डिंग आप बात करें तो वो सिस्टम अंडरस्टैंडेबल नहीं है. वो कौन सी है? ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल. सिस्टम कौन सी लैंग्वेज समझता है? सिस्टम इज ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी डिजिट्स. ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज. सो दैट इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज. ठीक है, तो फाइनली एट द एंड आपको जो भी आप प्रोग्राम या जो भी आप रन करते हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है, वो एट द एंड किस में कन्वर्ट होता है? बाइनरी में. ठीक है, सो बाइनरी लैंग्वेज के फॉर्मेट में यहाँ पे आपका क्या बनेगा? दैट इज लो लेवल लैंग्वेज. और हाई लेवल लैंग्वेज जो सारी लैंग्वेज जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, लाइक C++, ठीक है, जावा, या आप कोई सी भी नॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, हिंदी, ऑल आर जो आप ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, ऑल आर दी हाई लेवल लैंग्वेजेस. ठीक है, एंड लो लेवल जो सिस्टम अंडरस्टैंडेबल है दैट इज बाइनरी. तो एट द एंड आपका जो कोड होता है, जो आपका प्रोग्राम है या कोई भी सोर्स कोड आप अप्लाई कर रहे हैं कंपाइलर को, सो एट द एंड टारगेट कोड यानी कि कहाँ पे कन्वर्ट होने वाला है? बाइनरी. ठीक है, फाइनली एट द एंड कन्वर्ट होता है किसमें? बाइनरी. तो कंपाइलर का टास्क होता है कन्वर्ट द सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज. ठीक है, तो कंपाइलर इज अ like a translator that translate the source code into target code. Clear? Now, like compiler एक टर्म और हम यूज करते हैं like that is interpreter. Interpreter. It is also a translator. Interpreter भी आपका ट्रांसलेटर होता है. इसमें भी आप सोर्स कोड अप्लाई करेंगे. ठीक है, आपका इनपुट जो होगा दैट इज सोर्स कोड और आउटपुट जो आएगा आपका दैट इज टारगेट कोड. ठीक है, डिफरेंस इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर? तो हम क्या बोलेंगे? कंपाइलर इज एग्जैक्टली सेम, इंटरप्रेटर इज एग्जैक्टली सेम टास्क एज कंपाइलर, बट लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होता है इसके अंदर. ठीक है, द एग्जीक्यूशन इज लाइन बाय लाइन, यानी कि आपकी जो सोर्स कोड होता है उसमें लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा इंटरप्रेटर. ठीक है, सो इनलाइन फंक्शन की तरह वर्क करता है ये इंटरप्रेटर. सो इट इज एग्जीक्यूट द कोड लाइन बाय लाइन. ठीक है, लाइन बाय लाइन की तरह एग्जीक्यूट करेगा. दैट्स व्हाई इट इज टाइम कंज्यूमिंग, बट यहाँ पर आपका जो होता है एरर फाइंडिंग इजी हो जाती है. ठीक है, यानी आपका जब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है तो एरर को फाइंड करने का जो आपकी कैपेसिटी होती है वो इजी हो जाता है आपका. बट इन दैट केस आप क्या बोलेंगे? इट इज टाइम कंज्यूमिंग. ठीक है, तो एग्जीक्यूशन जो होता है इंटरप्रेटर का वो कैसे होता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन. लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन. सो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करते हैं हम तो हम क्या बोलेंगे? सो टाइम कंज्यूमिंग. टाइम कंज्यूमिंग है आपका ये. ठीक है, बट टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा ये, लेकिन इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि ये आपका एरर फाइंडिंग इजी हो, पर यूजफुल टू फाइंड एरर. ठीक है, एरर को फाइंड करने में ये क्या होगा? आपका यूजफुल होगा, बट इट इज यूजफुल टू फाइंड एरर. बट यूजफुल टू फाइंड एरर. एरर को फाइंड करने में ये यूजफुल होता है. ठीक है, तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन
time consuming but useful to find error. So that is about the compiler and interpreter. Now अब देखिए जनरली जो आपका लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो किस तरीके से वर्क करता है, व्हाट इज द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम को हम देखते हैं. सो लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में आपका क्या होता है, तो देखिए अगर हम लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें, देखिए हाउ टू एग्जीक्यूट अ कंप्लीट सोर्स कोड. ठीक है, जनरली आपका बिफोर कंपाइलर क्या क्या टास्क परफॉर्म होगा और आफ्टर कंपाइलर क्या क्या टास्क परफॉर्म होगा, दैट इज द लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम. तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो भी सोर्स कोड है आपका वो आपने अप्लाई किया सोर्स कोड, ठीक है, एज अ इनपुट. तो सबसे पहले आप सोर्स कोड का अप्लाई करेंगे. द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर. प्री प्रोसेसर. सो फर्स्ट आप लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम में हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स कोड इज अप्लाइड टू प्री प्रोसेसर. ठीक है, आफ्टर दैट जो मॉडिफाइड सोर्स कोड है, देखिए प्री प्रोसेसर का टास्क क्या होता है आपका, सोर्स कोड को मॉडिफाई करना. ठीक है, इसकी इफिशिएंसी को इंप्रूव करना. हाउ टू इंप्रूव इफिशिएंसी, दैट मींस अगर मान लीजिए आपकी कोई मैक्रो डेफिनेशंस गिवन है सोर्स कोड में, यानी कि मान लीजिए आपने कोई डिफाइन कर रखा है इन दी हेडर फाइल, आप प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, हेडर फाइल में कोई डेफिनेशन मैक्रो डेफिनेशन दे रखी है. मैक्रो डेफिनेशन का मतलब क्या होता है आपका, कि आपने शॉर्टकट परफॉर्म कर रखा है, कि आपने बोल दिया कि कहीं पे a इक्वल्स टू b क्रॉस c लिखा होगा. ठीक है, इसकी प्लेस पे आपको क्या कर देना है, आपने कोई डेफिनेशन दे दी कि दैट इज इक्विवेलेंट टू, आपने जो भी जैसे मान लीजिए आपने कोई कांस्टेंट को फोल्डिंग यूज की. ठीक है, कांस्टेंट फोल्डिंग कैसे, आपने बोल दिया कि 22/7 जहां भी लिखा होगा उसको आपको रिप्लेस कर देना है 3.14 से. ठीक है, सो लाइक दिस, इस टाइप से कोई भी डेफिनेशन हेडर फाइल में अगर आपने डिफाइन कर रखी है, जो भी मैक्रो डेफिनेशंस आप यूज करते हैं, सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि वो जो आपका होगा वो होगा दैट इज रिमूव्ड बाय द प्री प्रोसेसर. ठीक है, वो किसके थ्रू रिमूव करेंगे आप, प्री प्रोसेसर के. तो जितनी भी आपकी मान लीजिए कुछ इंक्लूजन है, कुछ फाइल इंक्लूड करनी है आपको, दैट ऑन आर, यानी कि आपका जो सोर्स कोड है उसको मॉडिफाइड सोर्स कोड में कन्वर्ट करके यहाँ पे प्री प्रोसेसर आउटपुट जनरेट कर देगा. तो दैट आउटपुट इज मॉडिफाइड सोर्स कोड. ठीक है, तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो कौन सा आएगा आपका, मॉडिफाइड सोर्स कोड. ठीक है, दैट इज मॉडिफाइड सोर्स कोड, यानी को आपका जो इनपुट है वो आपने जस्ट क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया. ठीक है, आफ्टर मॉडिफिकेशन अगेन आपने मॉडिफिकेशन से क्या होगा, आपका जो एफिशिएंसी है वो इंप्रूव हो जाएगी. ठीक है, द एफिशिएंसी इज इंप्रूव. नाउ आफ्टर दैट यू अप्लाई दिस कोड टू कंपाइलर, यानी कंपाइलर में अप्लाई करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सोर्स कोड पे. नाउ कंपाइलर जनरेट, कंपाइलर का काम क्या होता है, इट जनरेट टारगेट कोड. ठीक है, टारगेट असेंबली कोड. ठीक है, अगर हम यहाँ पर असेंबलर की बात करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कंपाइलर होता है वो जनरेट करेगा आपका टारगेट असेंबली कोड, एंड दैट असेंबली कोड इज अप्लाइड टू असेंबलर. ठीक है, तो असेंबलर आपका जो होता है दैट टेक्स द इनपुट फ्रॉम असेंबली फ्रॉम द कंपाइलर. ठीक है, यानी असेंबलर का जो इनपुट होता है वो असेंबली लैंग्वेज होती है आपकी. असेंबली लैंग्वेज का मतलब आपका जो इट लाइक अ मशीन लैंग्वेज बट नॉट एग्जैक्टली. ठीक है, असेंबली लैंग्वेज जो होती है आपकी, यानी कि आप कोई भी 3 एड्रेस 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन लिखते हैं लाइक दैट a,b. ठीक है, इस टाइप से कोई भी इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं, दैट इज असेंबली कोड. ठीक है, सो असेंबली कोड कंपाइलर क्या करेगा, उसको फर्स्ट असेंबल कोड में जनरेट करेगा, एंड दैट असेंबल कोड इज अप्लाइड टू असेंबलर. किसको अप्लाई कर रहे हैं आप, असेंबलर को. नाउ असेंबलर आपका क्या होता है, ठीक है, असेंबलर किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए अगर आपने डिजाइन किया है तो असेंबलर ऑफ वन प्लेटफॉर्म कैन नॉट बी रन ऑन अ सेकंड प्लेटफॉर्म. ठीक है, यानी कि एक प्लेटफॉर्म का असेंबलर आपका सेकंड प्लेटफॉर्म पर रन नहीं होता है. क्लियर, सो इट इज इंडिविजुअली प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करेगा. क्लियर, इट इज डिफरेंट फॉर ईच प्लेटफॉर्म. क्लियर, नाउ असेंबलर क्या करेगा आपका, दैट जनरेट relocatable machine code. ठीक है, it generate relocatable machine code. अब देखिए हमने क्या बोला, assembly code is like a machine code but not exactly. now assembler क्या करता है, उसको machine code में कन्वर्ट कर देता है. जैसे कि machine code में कन्वर्ट करना है, यानी जितने भी रजिस्टर एलोकेशन है जो भी है आपके, ठीक है, जो आप सिस्टम के यूज करने वाले हैं, that convert to that. ठीक है, move इंस्ट्रक्शन आपने यूज किया जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन है, सो मशीन कोड में वो कन्वर्ट करेगा. ठीक है, और फाइनली आपका जो
दैट इज रीलोकेटेबल मशीन कोड, ठीक है, यानी इट इज नियरेस्ट टू बाइनरी कोड हम बोल सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट इट अप्लाई टू लिंकर लोडर, किसको अप्लाई करेंगे, दैट इज लिंकर लोडर, so that is linker and loader. This linker loader produce the output target machine code, ठीक है। अब देखिए रीलोकेटेबल मशीन कोड और टारगेट मशीन कोड का मतलब क्या हुआ आपका, तो असेंबलर का जो आउटपुट आता है दैट इज नॉट फॉर एक्चुअल लोकेशन, यानी कि आपने कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए यूज किया है तो वो जो आपने लोड किया है वो आपका एक्चुअल लोकेशन पे नहीं है, दैट आउटपुट इज रीलोकेटेबल, यानी कि एक्चुअल लोकेशन की बजाय आपने कोई रैंडम किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर किया, इंटरमीडिएट रिजल्ट फॉर्मेट जो हम बोलते हैं कि इंटरमीडिएट लोकेशन पे हम रिस्टोर कर रहे हैं, दैट इज द आउटपुट ऑफ रीलोकेटेबल मशीन कोड, क्लियर है। नाउ लिंकर लोडर क्या करता है, आपका लिंकर जो है दैट इज टू फेस, दैट इज लिंकर एंड लोडर। लिंकर का टास्क होता है कि कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी या कोई फाइल होती है जो उस सोर्स कोड या उस प्रोग्राम के लिए यूजफुल है, वो उसको क्या करेगा, लिंक करेगा पर्टिकुलर कोड के साथ, ठीक है। तो वो फाइल को आपकी जो भी लिंकर है एक्सटर्नल फाइल लाइब्रेरीज को क्या करता है, इनबिल्ड करता है, इंक्लूड करता है, एंड द टास्क ऑफ लोडर इज टू लोड दैट फाइल दैट प्रोग्राम, ठीक है, फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। वो लोडर का टास्क क्या होता है, फिर उस प्रोग्राम को वो लोड करता है मेमोरी में फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो फाइनली एग्जीक्यूशन के लिए लोडर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, लोड करेगा और आपको टारगेट कोड मिल जाएगा, ठीक है। सो लिंकर का टास्क होता है आपका कि एक्सटर्नल लाइब्रेरी या फाइल से उसको इंक्लूड करना, और लोडर क्या करता है फिर फाइनली उस कोड को मेमोरी में क्या करेगा, लोड करेगा फॉर द एग्जीक्यूशन। तो दैट इज ऑल अबाउट द लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम, ये आपका लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। अब देखिए जनरली अभी के जो भी कंपाइलर होते हैं, आपके जो स्टैंडर्ड कंपाइलर होते हैं, दैट कंपाइलर परफॉर्म ऑल दिस टास्क, यानी कि जितने भी हमने टास्क लिखा है दैट ऑल आर परफॉर्म बाय द कंपाइलर। ये सारा कौन परफॉर्म करता है, आपका कंपाइलर, यानी कि प्री प्रोसेसर, असेंबलर, लिंकर, लोडर सारे किसी में अटैच्ड हैं कंपाइलर में। सो दैट्स व्हाई हम जनरली क्या बोलते हैं कि आपने कंपाइलर में इनपुट पास किया, दैट इज सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड आपने एज ए इनपुट कंपाइलर में दिया और आपको डायरेक्टली क्या मिल गया, दैट इज द आउटपुट। तो आप डायरेक्टली क्या जनरेट करेंगे, आउटपुट जनरेट करेंगे, क्लियर। सो दैट केस हम क्या बोल रहे हैं कि प्री प्रोसेसिंग लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है एक्चुअली इस तरीके से होता है, उसमें आपके प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर एंड लिंकर लोडर होते हैं, ठीक है। बट नॉर्मली आप क्या बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड कंपाइलर अभी क्या होता है वो इंक्लूड ऑल दिस फेजेस, प्री प्रोसेसर, असेंबलर, लिंकर लोडर सारा इसी में कनेक्टेड होगा। सो हम डायरेक्टली क्या बोलेंगे, सोर्स कोड से आउटपुट में आपके पास टारगेट मशीन कोड आ गया, ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूट मशीन कोड, ठीक है। टारगेट मशीन कोड बोल सकते हैं या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट मशीन कोड, ठीक है। सो इट इज एब्सोल्यूट मशीन कोड, ठीक है। ये रीलोकेटेबल होता है आपका एंड दैट इज एब्सोल्यूट मशीन कोड, ठीक है। दैट इज अबाउट द लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। थैंक यू। कंपाइलर, तो देखिए फेजेस ऑफ कंपाइलर, अगर एक कंपाइलर हम देखते हैं, कंपाइलर क्या है आपका, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, व्हिच इज यूज्ड टू convert the high level language to low level language, ठीक है, यानी it is like a translator. Now अगर एक कंपाइलर की हम बात करें तो कंपाइलर में phases जो होते हैं, there are various phases. The first one is lexical, syntax, semantic, intermediate, code generation, code optimization and code generation, ठीक है। So there are 6 phase standard compiler, अगर हम बात करें तो normally 6 phase compiler होता है, ठीक है। उसको further आप यहाँ पर you can see that some कंपाइलर यूज ओनली 5 फेजेस, यानी कि लास्ट 2 फेज को मर्ज करके एक सिंगल फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। सो 5 फेज कंपाइलर में हमारा कोड ऑप्टिमाइजेशन जनरेशन कैन बी मर्ज्ड इनटू अ सिंगल फेज, ठीक है। बट जनरली स्टैंडर्ड कंपाइलर की हम बात करें तो 6 फेजेस होते हैं यहाँ पर, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सेमांटिक, इंटरमीडिएट, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन, ठीक है। नाउ दिस 6 फेज कंपाइलर जो होते हैं, ठीक है, इनमें आपका अगर बात करें हम, सो इन दैट केस लेक्सिकल एनालिसिस फेज जो होता है आपका, ठीक है, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करें, सो देखिए तो फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर जो होता है आपका, दैट इज लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है। सो जो सोर्स कोड होगा आपका, जो इनपुट है सोर्स कोड है, द सोर्स कोड इज अप्लाई टू लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे आएगा, लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस का जो भी आउटपुट है आपका, आफ्टर
पासिंग सोर्स कोड टू लेक्सिकल एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस का आउटपुट एज ए इनपुट किस में अप्लाई करेंगे हम, सेकंड फेज दैट इज सिंटैक्स एनालिसिस। ठीक है, यहाँ से जो आउटपुट आपका जनरेट हो रहा है दैट इज गोज टू सिंटैक्स एनालिसिस। ठीक है, कहाँ पे जा रहा है आपका सिंटैक्स एनालिसिस, दैट इज दिस। नाउ सिंटैक्स एनालिसिस का जो आउटपुट है आपका दैट गोज टू सिमेंटिक। ठीक है, जो हमने ऑर्डर में फेज लिखे हैं उसी ऑर्डर में आपकी वर्किंग होती है, दैट इज सिमेंटिक एनालिसिस। सो ये आपका सिमेंटिक एनालिसिस हुआ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज कोड, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ICG, जो हमने नेक्स्ट लिखा दैट इज दिस इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन, CO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप कोड ऑप्टिमाइजेशन, एंड फाइनली द लास्ट फेज इज कोड जनरेशन। ठीक है, कोड जनरेशन में आपने जैसे ही पास किया यू गेट द टारगेट कोड, आपको क्या मिलेगा, टारगेट कोड मिलेगा। ठीक है, सो कोड जनरेशन फेज का जो आउटपुट होता है दैट इज टारगेट कोड। क्लियर, सो दैट इज द फेजेस ऑफ कंपाइल। नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखें वन बाय वन जो फेज होते हैं आपकी, दैट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ईच फेज। देखिए लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है इट जनरेट द स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, स्ट्रीम ऑफ टोकन, यहाँ पे आएगा आपका स्ट्रीम ऑफ टोकन। ठीक है, सिंटैक्स एनालिसिस जनरेट पार्स ट्री, यहाँ का आउटपुट है दैट इज पार्स ट्री। क्लियर, सिमेंटिक एनालिसिस में आपका होगा सिमेंटिकली चेक्ड पार्स ट्री। ठीक है, अगेन आउटपुट इज सेम, इसका आउटपुट भी क्या होगा आपका पार्स ट्री होगा। ठीक है, दैट इज आल्सो पार्स ट्री, बट इन दैट केस ये जो पार्स ट्री होगी ये सिमेंटिकली चेक्ड होगी। ठीक है, यानी हम क्या बोलेंगे, सिमेंटिकली चेक्ड। सिमेंटिकली चेक करने का मतलब कोई भी अगर सिमेंटिक एरर है उसमें तो वो रिमूव करके हम अगेन क्या जनरेट करेंगे, पार्स ट्री करेंगे। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का आउटपुट जो होता है आपका दैट लाइक जो भी कोड है आपका इंटरमीडिएट फॉर्म में जनरेट करना है। ठीक है, इट इज लाइक मशीन कोड बट नॉट एग्जैक्टली, यानी हम बोल सकते हैं 3 एड्रेस कोड, 3 AC। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन में अगेन आउटपुट वही रहेगा आपका, जो इंटरमीडिएट कोड का आउटपुट है वही रहेगा, बट ये ऑप्टिमाइज्ड होगा। ठीक है, इस कोड को क्या कर देगा, ऑप्टिमाइज्ड 3 एड्रेस कोड लिख सकते हैं। एंड फाइनली वी गेट दी टारगेट कोड, और अगर आप कहीं असेंबलर यूज कर रहे हैं तो यू से दैट दी असेंबली कोड इज जनरेट। कौन सा कोड आएगा आपका, दैट इज असेंबली कोड। ठीक है, so if you use the target code that you can say that the assembly code, अगर assembler हम सिस्टम में आगे यूज कर रहे हैं तो then it is called assembly code। क्लियर, नाउ देखिए आपका जो हर फेज होता है लेक्सिकल एनालाइजर या सिंटैक्स या सिमेंटिक सारे फेजेस की बात करें तो ईच फेज इज कनेक्टेड टू अ सिंबल टेबल। हर फेज आपका किससे कनेक्टेड होता है, सिंबल टेबल से। ठीक है, यानी कि each phase is connect through a symbol table। ठीक है, एंड जो आपके phases हैं that phase connect one side, हमने बोला that is symbol table and it is also connect to error handler। ठीक है, देखिए symbol table आपका क्या होता है, symbol table का मतलब होता है it is a data structure। symbol table is like a data structure। ठीक है, सिंबल टेबल की अगर हम बात करें तो सिंबल टेबल आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन आप सोर्स कोड में अगर आप सोर्स कोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी चेंजेस आप करते हैं, यानी एग्जिस्टिंग मान लीजिए कोई आपका डेटा है जो यूजफुल है, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगी, सिंबल टेबल में। तो हर एक फेज में आप सिंबल टेबल को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। क्लियर है, सो दैट इज द डेटा स्ट्रक्चर। सिंबल टेबल क्या होता है, आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है। नाउ वन साइड दैट इज अ एरर हैंडलर। ठीक है, एरर हैंडलर का टास्क क्या होता है आपका, दैट हैंडल द एरर्स जनरेटेड बाय द गिवन फेजेस। अगर किसी फेज से कोई एरर जनरेट हो रही है तो वो हैंडल करने का टास्क किसका होता है, आपका एरर हैंडलर का। तो दैट इज द एग्जैक्टली वर्किंग। सबसे पहले आप लेक्सिकल एनालाइजर में सोर्स कोड अप्लाई करेंगे और फाइनली टारगेट कोड आपका कहाँ से मिलेगा, असेंबली लैंग्वेज से। ठीक है, सो यू कैन डिजाइन अ ग्रुप वाइज। ठीक है, देखिए इसमें ग्रुपिंग वाइज आप क्या कर सकते हैं, फेजेस को मर्ज कर सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहें तो आपने अगर बोला कि अगर ऑल फेज कंपाइलर, अगर मल्टी फेज कंपाइलर है आपका,
इन दैट केस आपको चाहना है लेक्सिकल एनालिसिस का आउटपुट की रिक्वायरमेंट है आपको, सो यू कैन जनरेट दैट आउटपुट, ठीक है, एंड यू कैन यूज दैट। अगर आपने बोला है कि मल्टी फेज है आपका, कि हर एक फेज का जो आउटपुट आ रहा है वो आप क्या करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो यू डिजाइन इन सच अ वे कि आप हर फेज का आउटपुट क्या करें, यूज कर सकें, ठीक है। अदरवाइज टू फेज कंपाइलर जो होता है आपका, ये सिंगल फेज है कि आपका मान लीजिए सोर्स कोड अप्लाई किया और डायरेक्टली आप क्या मिल रहे हैं, टारगेट कोड, सो दैट इज सिंगल फेज। अगर आपने टू फेज में बनाया तो टू फेज में आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट 4 जो फेज होते हैं आपके, दैट इज गोज टू अ सिंगल फेज, यानी कि आपने सोर्स कोड अप्लाई किया और आप 3 एड्रेस कोड को यूज कर सकते हैं, और आफ्टर देन 3 एड्रेस कोड सेकंड फेज इन दोनों में अप्लाई करेंगे और फाइनली आपको क्या मिलेगा, टारगेट कोड। यानी कि आप क्या बोल सकते हैं कि अगर आप टू फेज कंपाइलर यूज कर रहे हैं, सो यू कैन मर्ज इन अ सिंगल फेज, ठीक है। ये सारे आप कंपाइलर को किसमें जो फेजेस है फर्स्ट 4 इज मर्ज इनटू अ सिंगल फेज, ठीक है, और लास्ट के 2 आप क्या कर देंगे, सेकंड फेज में अप्लाई कर देंगे, या सिंगल पास, टू पास, इसको जनरली हम बोलते हैं टू पास कंपाइलर, ठीक है। सो वर्ड कैन बी यूज्ड एज ए टू पास, ठीक है। और एक पास में कितने फेज होंगे, तो दैट इज 4 फेज, सो सिंगल पास एंड सेकंड पास, ठीक है, या फर्स्ट पास बोल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट पास में फर्स्ट 4 फेज, तो यानी कि आपने जो सोर्स कोड अप्लाई किया उसके बाद डायरेक्टली आप 3 एड्रेस कोड आपको मिलेगा, दैट कैन बी यूजफुल टू यू, एंड फिर 3 एड्रेस कोड आप सेकंड पास में अप्लाई करेंगे तो यू गेट द टारगेट कोड योर असेंबली लैंग्वेज, क्लियर है। सो दैट इज टू पास। अगर आपने बोला है सिंगल पास कंपाइलर आपका, यानी कि सारे फेजेस में अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा, टारगेट कोड। तो जनरली हम अगर हमें कुछ नहीं बोला है तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि इट इज सिंगल पास कंपाइलर, कि आप सोर्स कोड अप्लाई कर रहे हैं और डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है, टारगेट कोड मिल रहा है, ठीक है ना। वन बाय वन हम देखते हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस में किस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो देख, फर्स्ट वन इज लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर की अगर हम बात करें, सो इट इज आल्सो कॉल्ड स्कैनर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या कहलाता है आपका, इट इज आल्सो कॉल्ड स्कैनर, ठीक है। स्कैनर का मतलब क्या होता है, ये इनपुट को स्कैन करता है, ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इनपुट की क्या होगी, स्कैनिंग होगी। इट टेक्स द आउटपुट ऑफ प्री प्रोसेसर। अगर आप प्री प्रोसेसिंग यूज कर रहे हैं, लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के हेल्प से आप चल रहे हैं, तो प्री प्रोसेसर का टास्क क्या होता है आपका, कि जो भी सोर्स कोड है, यानी आप लेक्सिकल के पहले प्री प्रोसेसर लगा सकते हैं, जो भी सोर्स कोड है उसको एक्सपांडेड सोर्स कोड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, क्लियर है, यानी उसको मॉडिफाइड करेगा। दैट इज द टास्क ऑफ प्री प्रोसेसर। तो जो प्री प्रोसेसर का आउटपुट है, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, एज ए इनपुट किसमें अप्लाई करेंगे, लेक्सिकल एनालाइजर। अगर आप जनरली लेक्सिकल एनालाइजर प्री प्रोसेसिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहे तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि सोर्स कोड हमने कहाँ पे अप्लाई किया, लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है। सो इट टेक्स द आउटपुट ऑफ प्री प्रोसेसर व्हिच परफॉर्म फाइल इंक्लूजन एंड मैक्रो एक्सपांशन, ठीक है। तो फाइल इंक्लूजन या जो भी मैक्रो एक्सपांशन है वो यहाँ पे प्री प्रोसेसिंग में कन्वर्ट होता है एज द इनपुट व्हिच इज प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब प्री प्रोसेसर का जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट है, दैट इज प्योरली हाई लेवल लैंग्वेज। तो आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो फर्स्ट इनपुट कहाँ पे पास होगा, आपका लेक्सिकल एनालाइजर पे। नाउ इट रीड्स द कैरेक्टर फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम एंड ग्रुप देम इनटू अ लेक्सिम। लेक्सिम इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट गो टुगेदर। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि लेक्सिकल एनालाइजर जो होता है, लेक्सिकल एनालाइजर का टास्क क्या है आपका, लेक्सिकल एनालिसिस जो फेज होता है, इन दैट फेज आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका इनपुट आ रहा है, ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रुप ऑफ टोकन्स, ठीक है, दैट इज ग्रुप ऑफ टोकन्स, ठीक है। तो टोकन आप यहाँ पर डिजाइन करेंगे, टोकन हमारे पास क्या है, दैट ग्रुप ऑफ देम इनटू अ लेक्सिम। सिंगल लेक्सिम को हम क्या बोल रहे हैं, टोकन बोलेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्सिम? लेक्सिम इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट कैरेक्टर रीड किया है आई, जैसे मान लीजिए आपके पास जो इनपुट है दैट इज एक प्रोग्राम की एक लाइन रीड करी हमने इंट, तो लेक्सिकल एनालाइजर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा, फर्स्ट आई रीड किया, फिर एन रीड किया, फिर पी रीड किया, ठीक है। ऑब्वियसली वो डिसीजन कब लेगा, व्हेन यू गेट स्पेस, जैसे उसे स्पेस मिलती है या फिर आपको एक वैलिड टोकन मिल जाता है। तो इंट जैसे ही उसे टोकन एक वैलिड स्ट्रिंग मिला, दैट इज कॉल्ड लेक्सिम, ठीक है। जैसे ही आपने एक इंट बोला, इसको आप क्या बोलेंगे, इट इज लेक्सिम, ये आपका क्या है, लेक्सिम, ठीक है। नाउ इन दिस लेक्सिम, ये जो लेक्सिम आप यूज कर रहे हैं, आप ये लेक्सिम जो आप यहाँ पर डिजाइन करेंगे, दैट इज कन्वर्ट इनटू टोकन, ठीक है। तो पहले आपने बोला कि इंट जो है ये एक पर्टिकुलर लेक्सिम है जिसके लिए आपको क्या करना है, टोकन कन्वर्ट करना है। तो ईच लेक्सिम करस्पॉन्ड टू अ टोकन, ठीक है। तो पहले लेक्सिम डिसाइड करेंगे, लेक्सिकल एनालाइजर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसे रीड करेगा एंड आफ्टर दैट क्या करेगा, उसकी लेक्सिम डिजाइन करेगा, ठीक है। तो दैट इज दिस, इन दैट वे, इस तरीके से आपका होगा।
ना उस लेक्सिम से आप एक टोकन जनरेट करेंगे। टोकन का मतलब क्या होता है आपका, यू प्रोवाइड द आईडी, उसको एक आईडी प्रोवाइड करेंगे आप। क्लियर है? तो दैट इज द मीनिंग ऑफ टोकन। ये मीनिंग होता है आपका टोकन का। क्लियर? सो यू प्रोवाइड जस्ट आईडी। नाउ अब टोकन्स आर डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन व्हिच आर अंडरस्टूड बाय अ लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, यानी कि आपका जो टोकन है वो जनरेट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन, यानी इंट है तो इंट क्या है आपका, इंट इज अ कीवर्ड। ठीक है, इंट आपका एक कीवर्ड है, तो कीवर्ड के करस्पॉन्डिंग सारे रेगुलर एक्सप्रेशन आपके डिफाइंड है इन द सिस्टम। ठीक है, तो उन रेगुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर वो देखेगा कि दैट इंट इज जनरेटेड फ्रॉम दिस रेगुलर एक्सप्रेशन, सो उस रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से वो क्या करेगा, एक टोकन डिजाइन करेगा। क्लियर है? तो टोकन आर डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन व्हिच आर अंडरस्टूड बाय लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, इसके अलावा लेक्सिकल एनालाइजर का टास्क क्या होता है, इट आल्सो रिमूव लेक्सिकल एरर। ठीक है, जो भी लेक्सिकल एरर होती है वो रिमूव करेगा। कमेंट्स एंड व्हाइट स्पेसेस। ठीक है, व्हाइट स्पेसेस की बात करें हम तो क्या होता है, जैसे आपने मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लिखा है इंट, ठीक है, फिर आपने नंबर ऑफ स्पेस देके a, फिर हम नंबर ऑफ स्पेस देके इक्वल्स टू और 10 लिख दिया। सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि ये जो टास्क होता है पूरा आपका लेक्सिकल एनालाइजर का, इन पर्टिकुलर केस में हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्पेस है, फर्स्ट स्पेस इज वैलिड, उसके बाद आपने टेप स्पेस बार को अगर नंबर ऑफ टाइम्स प्रेस कर दिया है, सो दैट इज व्हाइट स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट स्पेस। सो जैसे ही सोर्स कोड आपका इस टाइप का कोई सोर्स कोड लेक्सिकल एनालाइजर में आप पास करेंगे, तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, उस व्हाइट स्पेस को रिमूव कर देगा। इट रिमूव द व्हाइट स्पेसेस। ठीक है, वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा व्हाइट स्पेस को। सो कोई भी व्हाइट स्पेस या आपने कोई कमेंट वहां पर अगर कोई प्रोग्राम आप लिख रहे हैं जिसमें डबल लाइन आप स्लैश से कमेंट पास कर रहे हैं या स्लैश एंड स्टार से कमेंट आपने पास किया अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, तो जितने भी कमेंट्स हैं आपके प्रोग्राम में, दैट ऑल आर रिमूव्ड थ्रू अ लेक्सिकल एनालाइजर। तो आफ्टर पासिंग द लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा आपका, दैट कन्वर्ट द प्रोग्राम इनटू अ ग्रुप ऑफ टोकन्स। ठीक है, लेक्सिम के थ्रू उसको क्या करेगा, टोकन में कन्वर्ट करेगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, दैट इज इंट a इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है आपका प्रोग्राम का। जैसे ही आप इसको लेक्सिकल एनालाइजर में पास करते हैं, ठीक है, इफ यू पास इट इनटू लेक्सिकल एनालाइजर, तो जो आउटपुट आपका आएगा दैट इज द टोकन्स। टोटल कितने टोकन्स बनेंगे आपके, तो एक इंट के लिए फर्स्ट टोकन इज इंट के लिए एक टोकन बनेगा। तो टोकन यानी कि उसका एक लोकेशन आपने प्रोवाइड कर दी, सिंबल टेबल अपडेट होगी आपकी फाइनली। ठीक है, आप जैसे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को टोकन प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंट है, तो इंट के लिए हम क्या बोलेंगे, एक टोकन बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टोकन इसके लिए क्रिएट हो गया, दैट इज टोकन 1। फिर सेकंड टोकन किसके लिए आएगा, a के लिए, फिर इक्वल के लिए, फिर 10 के लिए और फिर सेमीकोलन के लिए। जैसे ही वो डिफरेंट कैरेक्टर्स या कोई स्पेशल सिंबल या जो भी रेड करेगा, इट जनरेट द टोकन्स। तो टोटल कितने टोकन जनरेट करेगा यहाँ पे, दैट इज 1 2 3 4 5। सो 5 टोकन्स आर इन द आउटपुट। ठीक है, टोकन के बेसिस पे आपकी सिंबल टेबल क्या होगी, अपडेट होगी। क्लियर? सो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट द टोकन्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन है उसके करस्पॉन्डिंग क्या कर रहा है, वो टोकन्स जनरेट कर रहा है। नाउ आफ्टर दैट अगर हम देखें, सो ये हमने देखा एग्जांपल के, इसके करस्पॉन्डिंग हमने बोला कि 5 टोकन्स यहाँ पर जनरेट होंगे। अगर आप यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये लेक्सिकल का आउटपुट हो गया। नाउ इफ दिस टोकन इज जनरेट 5 टोकन्स, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एरर होती है इन दैट केस, अगर मान लो आपका कोई वैलिड टोकन नहीं है, तो लेक्सिकल एनालाइजर कैन बी जनरेट द एरर फॉर दैट टाइप ऑफ टोकन। यानी आपका टोकन वैलिड नहीं है, देन इट जनरेट एरर। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई व्हाइट स्पेस होगी तो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, व्हाइट स्पेसेस रिमूव होती है जनरली लेक्सिकल एनालाइजर के केस में, बहुत ज्यादा एरर नहीं आती है आपकी। ठीक है, मैक्सिमम एरर जो है वो आपकी आगे के फेज में आएगी, बट लेक्सिकल एनालाइजर में कुछ एरर्स होती है, दैट इज रिमूव थ्रू अ लेक्सिकल एरर। ठीक है, नाउ सो आफ्टर दैट आउटपुट, जो आउटपुट आपका जनरेट होता है, इस आउटपुट को आप कहाँ पे पास करेंगे, दैट इज सेकेंड फेज ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर। या आप कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर का सेकेंड फेज क्या होगा आपका, दैट इज सिंटैक्स एनालाइजर। नाउ व्हाट इज द टास्क ऑफ सिंटैक्स एनालाइजर? सो देखिए, इट्स समटाइम्स कॉल्ड पार्सर, एज पार्सर, इसको पार्सर बोलते हैं। इट कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री, इट टेक्स ऑल द टोकन्स वन बाय वन एंड यूज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर टू कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री। ठीक है, यानी कि देखिए मेन लॉजिक क्या है इसका, कि जो भी आपका लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट जनरेट हुआ है, दैट इज स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। ठीक है, जो टोकन्स आपके आ रहे हैं,
इट गोज टू एज अ इनपुट टू अ सिंटेक्स एनालाइजर। ठीक है, सिंटेक्स एनालाइजर में आपने जैसे इसको पास किया, ठीक है, सिंटेक्स एनालाइजर इज आल्सो कॉल्ड पार्सर। पार्सर का टास्क क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्सर? पार्सर यानी कि आपके पास एक टोकन है, ठीक है, या एक स्ट्रिंग है। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो देयर इज अ स्ट्रिंग, इज अ स्ट्रिंग क्या है आपके पास, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, जो भी कैरेक्टर जिस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपने डिजाइन किया होगा, सेम टोकन है आपके पास, टोकन भी वही है, ठीक है। तो स्ट्रिंग या टोकन, आप सीक्वेंस ऑफ टोकन की बात करें, सो सिंटेक्स एनालाइजर का टास्क होता है, या पार्सर का वर्ड की हम बात करें तो इट इज अ टास्क दैट इट चेक दैट स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय अ पर्टिकुलर ग्रामर और नॉट। यानी कि जो आपने रूल्स डिजाइन किए हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, ठीक है, उस टोकन्स के लिए, यानी आपने जो प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम का आपने जो टोकन जनरेट किया, वो टोकन किसी न किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को क्या करेगा, रेफर करेगा। So that's why हम क्या बोल रहे हैं कि it takes all the tokens one by one and use context free grammar to construct the parse tree। ठीक है, तो कोई भी आपका अगर सिंटेक्स एनालाइजर में टोकन सीक्वेंस जनरेट हुआ, मान लीजिए हमने लिखा दैट इज a equals to b plus c, ठीक है, सो इन दैट केस इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए वो एक कोई कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर यूज करेगा और उस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ पे क्या होगा, एक पार्स ट्री बनेगी, एंड दैट पार्स ट्री इज लाइक दिस। देखिए अगर ये एक एक्सप्रेशन है आपका, मान लीजिए दैट इज द एक्सप्रेशन, ठीक है, इट इज पास टू लेक्सिकल एनालाइजर एंड लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट द टोकन्स। हमने बोल दिया दैट इज id1, id2, id3 एंड सो, ठीक है, इस तरीके से 3 टोकन्स यहाँ पे जनरेट हो गए, ठीक है। और मान लीजिए आपका एक सेमीकोलन भी यहाँ लगा हुआ है, सेमीकोलन का टोकन एज इट इज आपने क्या एज्यूम किया, इट इज सेमीकोलन। सो दैट पास टू अ लेक्सिकल एनालाइजर, लेक्सिकल एनालाइजर ने टोकन जनरेट किया, हमने टोकन को नाम दे दिया दैट इज id। नाउ आफ्टर देन सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा, इससे पार्स ट्री डिजाइन करेगा। पार्स ट्री डिजाइन करने के लिए इसके पास प्री डिफाइंड प्रोडक्शन रूल्स होंगे, ठीक है, प्रोडक्शन रूल किसके, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर के, यानी हमें क्लियर है कि एक स्ट्रिंग को ग्रामर से कैसे जनरेट करते हैं, सो प्रोडक्शन रूल की हेल्प से हम डिजाइन करेंगे। सो उस प्रोडक्शन रूल की हेल्प से हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, पार्स ट्री। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या बोलते हैं, दैट पार्स ट्री अगर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो आप किस तरीके से डिजाइन करेंगे, यानी हम ये मान के चल रहे हैं कि वैलिड स्ट्रिंग है और इसके प्रोडक्शन रूल डिफाइंड है। सो द ट्री इज id इक्वल्स टू id2 प्लस ये दैट इज id1 इक्वल्स टू id2 प्लस id3, ठीक है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो आपने कॉलम यूज किया है तो यू कैन यूज लाइक दिस id1 इक्वल्स टू id2 प्लस id3, या फिर इसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, उस id के करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली डिफाइन विद दैट id क्लियर। इन दैट केस आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि इसके बाद ही आपको सेमीकोलन लगाना है, सो id2 प्लस id3 एंड दैट इज सेमीकोलन। सो इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, दैट इज द पार्स ट्री, ठीक है, ये आपका क्या होगा, पार्स ट्री होगा, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पार्स ट्री। नाउ आफ्टर दैट अगर हम देखें तो पार्स ट्री की अगर हम बात कर रहे हैं, सो इट इज द आउटपुट ऑफ द सिंटेक्स एनालाइजर। ये किसका आउटपुट है, आपका सिंटेक्स एनालाइजर का आउटपुट है, ठीक है। एंड इसके अलावा सिंटेक्स एनालाइजर का टास्क क्या होता है, अगर मान लो कोई भी सिंटेक्स एरर है आपकी, मान लीजिए आपने एक एक्सप्रेशन लिखा दैट इज a इक्वल्स टू, हमने ये एक्सप्रेशन लिखा दैट a इक्वल्स टू b प्लस c, तो लेक्सिकल एनालाइजर इसको वैलिड स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स जनरेट करेगा। मान लीजिए इफ वी राइट द एक्सप्रेशन a प्लस b इक्वल्स टू c, ठीक है, इन दैट केस अगर ये एक्सप्रेशन आपने लेक्सिकल एनालाइजर में पास किया तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन जो होगा आपका दैट इज इट जनरेट, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, ये जो आपका a प्लस b इक्वल्स टू c है, सो a आपका क्या है, कोई भी वेरिएबल, b भी क्या एक वेरिएबल है, तो क्या इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो सिंटेक्स एनालाइजर जब इसको चेक करेगा, यानी कि जैसे ही पहले आपने लेक्सिकल एनालाइजर में पास किया, लेक्सिकल एनालाइजर क्या बोलेगा कि इट इज करेक्ट, उसको सारे वैलिड टोकन दिख रहे हैं यहाँ पे, a के लिए एक आईडी क्रिएट कर दी, b के लिए आईडी क्रिएट कर देगा, इक्वल के लिए आईडी, एंड दैट c के लिए आईडी क्रिएट कर देगा, ठीक है, ठीक है। इक्वल प्लस को हम एज इट इज ऑपरेटर को एज इट इज आईडी उसकी ऑपरेटर ही मान के चलते हैं, इसलिए हम ये लिख रहे हैं, ठीक है। सो हमने इस तरीके से एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया इसको। ना टोकन्स टोटल कितने होंगे अगर आपसे पूछे तो इस एक्सप्रेशन के लिए 1 2 3 4 5 6 टोकन, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 टोकन जनरेट होंगे, तो ये 6 टोकन जनरेट कर देगा। बट अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स, अगर आप सिंटेक्स की बात करें तो इज इट करेक्ट सिंटेक्स, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट करेक्ट सिंटेक्स, ठीक है। सो दैट इज द एरर, दिस एरर इज कॉल्ड सिंटेक्स एरर। तो ये सिंटेक्स एरर यहाँ पे जनरेट होगी किसमें, सिंटेक्स एनालाइजर फेज में। जो भी सिंटेक्स एरर होती है वो कहाँ जनरेट होती है, आपके सिंटेक्स एनालाइजर फेज के अंदर, क्लियर है। तो a प्लस b इक्वल्स टू c अगर आपने लिखा है तो इट जनरेट एरर,
ठीक है, इन दैट केस ये क्या करेगा, आपका एरर जनरेट करेगा। क्लियर है, क्योंकि ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे आप इस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, लेफ्ट हैंड साइड शुड कंटेन अ सिंगल वेरिएबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल होना चाहिए आपका। सो इन दैट केस इट जनरेट्स सिंटैक्स एरर। जितनी भी सिंटैक्स एरर होती है आपकी, वो किस फेज में आएगी, आपके सिंटैक्स एनालाइजर फेज में आएगी। नाउ द सेकंड फेज इज सिमेंटिक एनालाइजर। तो देखिए, इट वेरीफाई द पास ट्री। अब जो आउटपुट आपका सिंटैक्स एनालाइजर का है वो किस में पास होगा, आपका सिमेंटिक में। ठीक है, यानी सिंटैक्स का जो आउटपुट था आपका सिंटैक्स एनालिसिस का इज पास टू सिंटैक्स एनालिसिस आउटपुट, दैट इज पार्स ट्री। नाउ पार्स ट्री इज अप्लाई एज अ इनपुट टू सिमेंटिक। ठीक है, ये कैसे अप्लाई होगा, एज अ इनपुट टू सिमेंटिक एनालिसिस। नाउ सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है, पार्स ट्री को वेरीफाई करेगा वेदर इट्स मीनिंगफुल और नॉट, वो पार्स ट्री आपकी मीनिंगफुल है या नहीं है। ठीक है, यानी कि जो पार्स ट्री आपने कंस्ट्रक्ट की है उससे कोई वैलिड स्ट्रिंग या वो पार्स ट्री आपका जो एक्सप्रेशन है उसको करेक्टली डिफाइन कर रही है या नहीं। ठीक है, तो वेदर इट इज मीनिंगफुल और नॉट। इट फर्दर मोर प्रोड्यूस अ वेरीफाइड पार्स ट्री। ठीक है, इट आल्सो डज टाइप चेकिंग, लेवल चेकिंग एंड फ्लो कंट्रोल चेकिंग। ठीक है, यानी कि टाइप चेकिंग का मतलब आपने यहाँ पे क्या बोला कि अगर मान लीजिए आप कोई भी एक्सप्रेशन इस टाइप से लिख रहे हैं, जैसे आपने वैलिड पार्स ट्री का मतलब ये हो रहा है कि आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा दैट इज a इक्वल्स टू b प्लस c इनटू 10.5। ठीक है, अब मान लीजिए आपने a b c को इंटीजर टाइप डिफाइन कर रखा है, तो c इनटू 10.5 आपका जो होगा दैट इज दी, हो सकता है कि वो क्या है, आपका फ्लोट वैल्यू है, क्योंकि 10.5 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो ट्री बनेगी पार्स ट्री, जो यहाँ पर सिंटैक्स एनालाइजर का आउटपुट जो आएगा दैट इज दिस, लाइक दिस, दैट इज b प्लस c। ठीक है, एंड इन दोनों का जो सम है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा आपका, दैट इज c इनटू 1.5। ठीक है, तो कांस्टेंट की आप मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे परफॉर्म कर लिए, मान लीजिए दैट इज आपने लिखा c इनटू 1.5। ठीक है, तो c और 10.5 में आपने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया और उसके बाद क्या कर रहे हैं, आप एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आप यूज कर सकते हैं, दैट इज दिस। ठीक है, लाइक दिस। इसको हम डिजाइन कैसे करेंगे, सो दैट मल्टीप्लिकेशन साइन here c and 10.5। ठीक है, तो c into 10.5 इसको आपने ऐड किया b में, सो ये पार्स ट्री आपकी जनरेट होगी। बट सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है, सिमेंटिक एनालाइजर जो होगा इन दैट केस वो इस पार्स ट्री को सिमेंटिकली चेक करेगा, यानी कि ये जो आपकी वैल्यू है दैट इज द 10.5, दैट इज फ्लोटिंग वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे उसे इंटीजर डिफाइन करना है, यानी आप चाहते हैं कि c वेरिएबल क्या है आपका इंटीजर है, तो मल्टीप्लिकेशन होके अगर मान लो आपने जो a में स्टोर कर रहे हैं दैट इज इंटीजर, ये अगर आपका इंटीजर है तो फाइनली आपकी वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर वैल्यू में ही कन्वर्ट करेगा। सो ये क्या करता है, या तो इंट से फ्लोट या फ्लोट से इंट में अगर जो कन्वर्जन है इनटू फ्लोट या फ्लोट टू इंट, ठीक है, किसी भी टाइप का जो फॉर्मेट वहां पे आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो दैट टाइप चेकिंग, ठीक है, इंटीजर टाइप का है और आप फ्लोट वैल्यू में स्टोर कर रहे हैं, सो दैट टाइप ऑफ चेकिंग इज परफॉर्म हियर। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, पहले कन्वर्ट कर देगा आइदर इनटू फ्लोट और फ्लोट टू इंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, इनटू फ्लोट और फ्लोट टू इंट। ठीक है, जो भी आप नंबर यहाँ यूज कर रहे हैं एट द एंड रिजल्ट, तो दैट इज टाइप ऑफ चेकिंग। तो इसमें कन्वर्ट करके फिर अगेन पार्स ट्री जनरेट कर देगा। ठीक है, सो आउटपुट इज आल्सो अ पार्स ट्री। सिमेंटिक एनालाइजर का आउटपुट भी क्या होगा, आपका पार्स ट्री होगा, बट इट इज सिमेंटिकली चेक्ड पार्स ट्री। क्लियर है, ये सिमेंटिकली चेक्ड होगी आपकी ना। अब अगर हम देखें तो सिमेंटिक एनालिसिस जो एरर को आइडेंटिफाई करेगा, किस टाइप की एरर यहाँ पे आइडेंटिफाई होगी, तो सम लॉजिकल एरर या आपकी मेमोरी से रिलेटेड एरर है कि आपकी मेमोरी फुल होती है, रेंट टेक्स्ट आउट ऑफ बाउंड हो रहा है, या सिमेंटिकली जो भी एरर है आपकी। तो लॉजिकल एरर इज लाइक दैट, जैसे मान लीजिए आपने एक एक्सप्रेशन लिखा है दैट इज int c इक्वल्स टू a by b। ठीक है, और आपने कहीं b को डिफाइन कर रखा है b इक्वल्स टू 0। ठीक है, आपने डेफिनेशन दी है int b इक्वल्स टू 0 and c इक्वल्स टू a by b। सो इन दैट केस क्या होगा आपका, तो देखिए अगर अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स एनालाइजर देखें हम, सो सिंटैक्स इज करेक्ट, ये सिंटैक्स भी करेक्ट है आपका और ये सिंटैक्स भी करेक्ट है, देयर इज नॉट एनी इशू इन द सिंटैक्स। तो सिंटैक्स एनालाइजर तो इसके लिए पार्स ट्री जनरेट कर देगा कि सिंटैक्स इज करेक्ट। बट अकॉर्डिंग टू सिमेंटिक एनालाइजर यहाँ पे हम देखें तो दैट इज डिवाइड बाय 0 एरर, c इक्वल्स टू a by 0 कर रहे हैं आप, a by 0 दैट मींस डिवाइड बाय 0 एरर आएगी आपकी। ठीक है, तो डिवाइड बाय 0 एरर इज जनरेट बाय
कौन सा फेज जनरेट करेगा? ये एरर आपकी सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर जनरेट सच टाइप ऑफ एरर। तो जितनी भी लॉजिकल एरर्स है जिसमें आपको सिंटैक्स प्रॉपर दिख रहा है, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम इन द सिंटैक्स, बट इफ इट इज जनरेट एनी टाइप ऑफ लॉजिकल एरर देन सिंटैक्स एनालाइजर प्रोड्यूस दैट एरर। ठीक है, तो डिवाइड बाय 0 किस फेज में आएगी आपकी? दैट इज सिमेंटिक एनालिसिस। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट फेज इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इन द इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की अगर आप बात करें तो इट जनरेट द इंटरमीडिएट कोड दैट a form which can readily executed by machine. We have many popular intermediate code, example 3 address code. क्लियर है? यानी कि इंटरमीडिएट कोड की अगर आप बात करें तो दैट इज दी लाइक अ मशीन कोड बट नॉट एक्जैक्टली मशीन। यानी कि इंटरमीडिएट फेज में हम इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं कि इससे आपका मशीन कोड में कन्वर्ट करना क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। ठीक है, टारगेट कोड आप जो भी टारगेट कोड बनाने वाले हैं, सो यू कैन इजीली कन्वर्ट दैट इंटरमीडिएट कोड टू अ टारगेट कोड। ठीक है, यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट करना आपका इजी हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी यूज दिस फेज। ठीक है, इसके जो आपने बोला एग्जांपल कि एट मे बी कन्वर्टेड इनटू 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड यानी कि आपका मैक्सिमम एक इंस्ट्रक्शन में कितने एड्रेस हो सकते हैं? 3 एड्रेस। यानी कि आपने लिखा int a, b, c, यानी a = b + c, तो मैक्सिमम 3 एड्रेस होंगे। इसके अलावा 2 एड्रेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए आपने लिख दिया दैट इज 8ab, तो इसका मतलब ये हो गया a = a + b लिखना है आपको। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट इंस्ट्रक्शन, किस तरीके का आप ऐड कर रहे हैं, किस टाइप का आपने एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज किया है और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो 3 एड्रेस कोड में हमें यहाँ पे क्या करना है? कन्वर्ट करना है। या फिर आप इसका पोस्टफिक्स प्रीफिक्स नोटेशन पे डिजाइन कर सकते हैं। यानी कि हमने यहाँ पे क्या बोला? इट इज यूज 3 एड्रेस कोड, या तो 3 एड्रेस कोड यूज करेगा। ठीक है, और भी रिप्रेजेंटेशन होते हैं इसके बहुत सारे, दैट पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स। ठीक है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स। या फिर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बना सकते हैं, टैग। तो दैट इज ऑल अबाउट द इंटरमीडिएट कोड। ठीक है, इंटरमीडिएट कोड का आउटपुट जो होगा वो इस तरीके से डिजाइन करना है। तो कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपके पास लिखा हुआ है दैट इज लाइक a + b + c, सो इसकी पास ट्री बनेगी और एंड सो ऑन। एट द एंड वापस इसका आपको 3 एड्रेस कोड बनाना है, तो इसमें हम कुछ टेम्परेरीज यूज करेंगे। हमने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन बनाया t1 = a + b। ठीक है, फिर हमने लिखा t2 = दैट इज t1 + c। क्योंकि देखिए 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इस टाइप से बनेंगे आपके, ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन ये फॉर्मेट यूज करेंगे, यानी कि दैट दिस इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। क्लियर है? सो ये जो कोड है दैट इज असेंबली कोड। ठीक है, इसका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन इस टाइप से बनेगा। ये फाइनल टारगेट अपने को जनरेट होगा। सो दैट इज t1 t2। फिर हमने यहाँ पर क्या बोला? इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में आपने इस टाइप से डिजाइन किया। ठीक है, फाइनली मान लीजिए आपके किसी में स्टोर करना है वेरिएबल t में, तो आप क्या लिखेंगे? t = t2। सो ये 3 इंस्ट्रक्शन आपका डिजाइन होंगे फॉर दिस, दैट इज कॉल्ड 3 एड्रेस कोड। ये आपका 3 एड्रेस कोड बनेगा। ठीक है, तो दैट इज 3 एड्रेस कोड। ये आपका इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन होता है। इसको आपको मशीन कोड या असेंबली लैंग्वेज कोड लाइक दिस इसमें कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आउटपुट का जो पहले असेंबली कोड अगर आप जनरेट कर रहे हैं तो दैट इज दिस 3 एड्रेस कोड आपका इस फॉर्मेट में जनरेट होगा। ठीक है, सो दैट इज अबाउट द इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। नाउ कोड ऑप्टिमाइजर। कोड ऑप्टिमाइजर क्या होता है आपका? इट ट्रांसफॉर्म द कोड सो दैट इट कंज्यूम्स फ्यूअर रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस मोर स्पीड। The meaning of code being transformed is not altered. Optimization can be categorized into 2 types, machine dependent and machine independent. तो देखिए ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? राइट, कोड को ट्रांसफॉर्म करने का मतलब ये है कि आपका अगर एक मोर एफिशिएंट कोड है, ठीक है, यानी जिसमें आपको ज्यादा मोर टाइम कंज्यूमिंग कोड है, उसको आप लेस टाइम कंज्यूमिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड कोड ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि अननेसेसरी अगर कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है तो उसको आप कोड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपका कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है a = b * c। ठीक है, ये एक इंस्ट्रक्शन लिखा है। मान लीजिए आगे कहीं और लाइन में अगेन आपने इसी कोड में b * c, a = b * c, या आपने लिख दिया d = b * c। ठीक है, फिर आपने अगेन कुछ स्टेटमेंट के बाद लिखा दैट इज e = b * c। तो इस टाइप का अगर आपका 3 एड्रेस कोड जनरेट हो रहा है या आपका जो भी आउटपुट है 3 एड्रेस इज अप्लाई इनटू कोड ऑप्टिमाइजर, तो वो क्या करेगा? जो अननेसेसरी आपके जो एक्सप्रेशंस है, ठीक है, b × c, b × c, ये क्या हो रहा है? बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है आपको। अगर b और c की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं हो रही है, मान के चल रहे हैं कि b एंड c आर नॉट अपडेट इन बिटवीन दिस,
तो अगर बी और सी आपका अपडेट नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे इन दैट केस कि आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर बी और सी को पहले कैलकुलेट कर लें, ठीक है, किसी टेम्पररी वेरिएबल या कोई भी आप एक वेरिएबल डिफाइन करके उसमें आपने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया. नाउ यू जस्ट चेंज a equals to t1, change this expression to t equals to t1 and change this to c equals to t1. तो आपको बार बार मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म नहीं करने पड़ेंगे, तो इससे एफिशिएंसी आपकी फास्ट होगी, प्रोग्राम आपको फास्ट एग्जीक्यूट होगा. तो सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन ऐसे नंबर ऑफ आपके कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है. उस नंबर ऑफ टेक्निक्स में जो दो मेन सब टाइप्स है, दैट इज मशीन डिपेंडेंट एंड मशीन इंडिपेंडेंट. मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो होती है वो हम 3 ग्रुप एड्रेस कोड के ऊपर लगाते हैं, ठीक है. मशीन इंडिपेंडेंट टेक्निक जो होती है आपकी वो 3 एड्रेस कोड के ऊपर अप्लाई होती है, दैट इज अप्लाई ऑन द रिजल्ट ऑफ इंटरमीडिएट. सिंपल सा हम क्या बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट के ऊपर अप्लाई करते हैं आप. बट मशीन डिपेंडेंट जो अप्लाई होता है, इट इज अप्लाई आफ्टर क्रिएटिंग अ टारगेट कोड. जो टारगेट कोड आप बनाते हैं, ठीक है, मशीन कोड जो आप डिजाइन कर रहे हैं उस पर फिर से आप कोड ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो जनरली हम 6 फेजेस बोलते हैं, बट अगर आप फिर से कोड ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करते हैं आफ्टर कोड जनरेशन, यू कैन आल्सो अप्लाई कोड ऑप्टिमाइजेशन. देन दैट टाइप ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन इज कॉल्ड मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है. वो कोड ऑप्टिमाइजेशन कौन सी होती है आपकी, मशीन डिपेंडेंट. सो मशीन डिपेंडेंट एंड मशीन इंडिपेंडेंट दो टाइप से आप कोड ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज टारगेट कोड जनरेटर. टारगेट कोड में आपका क्या होता है, इन टारगेट कोड जनरेटर the main purpose of target code is to write a code that the machine can understand and also register location. यानी कि अभी तक हम क्या बोल रहे थे, हमने टेम्पररीज जो रिजल्ट, जैसे 3 एड्रेस कोड डिजाइन किया, हमने लिखा t1 equals to a plus b. तो ये जो हम रिजल्ट फाइनली हम जो t1 में a plus b का रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं फिर t2 में, ठीक है. तो जहां जहां हमें रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है उन रजिस्टर में हम क्या करते हैं, एलोकेशन करते हैं. तो सारे टाइप के रजिस्टर एलोकेशन, ठीक है, जितने भी टाइप के मॉडिफिकेशन आपके रजिस्टर्स के हैं वो सारे कहाँ पे परफॉर्म होंगे, आपके टारगेट कोड में, ठीक है. तो रजिस्टर एलोकेशन, इंस्ट्रक्शन सिलेक्शन, कौन सा इंस्ट्रक्शन आपको सिलेक्ट करना है फर्स्टली एंड सो ऑन. सो वो सारा प्रोसेस आपका कहाँ होता है, टारगेट कोड जनरेटर में. द आउटपुट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ असेंबलर, किस टाइप का असेंबलर ले रहे हैं, क्योंकि हमें पता है असेंबलर जो होता है वो मशीन टू मशीन वैरी करता है, ठीक है. हर एक मशीन के लिए अलग होगा, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा आपका, ठीक है. नाउ दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ कंपाइलेशन. The optimized code is converted into relocatable machine code, which then forms the input to the linker and loader, ठीक है. तो जो आपका कोड जनरेशन है वो आपका जो कोड जनरेट करेगा दैट इज relocatable machine code, ठीक है. हमें पता है कंपाइलर का जो आउटपुट हो सकता है वो दैट इज असेंबली लैंग्वेज या कंपाइलर असेंबलर. आप अगर मान लीजिए मर्ज करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि डायरेक्टली जो आउटपुट आएगा दैट इज relocatable machine code, एंड फाइनली आपको उसे किसमें अप्लाई करना है, लिंकर और लोडर में, एंड दैट जनरेट द फाइनल कोड, ठीक है. तो इसका जो आउटपुट होगा कोड जनरेशन का, अगर आप बोल रहे हैं कि देयर इज असेंबलर, इफ यू यूज असेंबलर एंड यू अप्लाई द आउटपुट टू असेंबलर, सो जो आउटपुट होगा वो डिपेंड करेगा टाइप ऑफ असेंबलर का, यानी कि वो असेंबलर किस टाइप की लैंग्वेज को सपोर्ट कर रहा है. यानी कि देयर इज अ वेरिएशन, हो सकता है कि असेंबली लैंग्वेज में भी अलग अलग डिफरेंट वेरिएशन आ सके. सो आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ असेंबलर. नाउ फिर फाइनली कंपाइलेशन का जो भी आउटपुट असेंबलर के थ्रू आएगा दैट इज रीलोकेटेबल मशीन कोड, ठीक है. वो हम लिंकर और लोडर पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो दैट इज द टारगेट कोड. ये क्या होगा आपका टारगेट कोड जनरेशन. तो फाइनली आप अगर इसको इस तरीके से समझे कि मान लीजिए हमने लिखा t1 equals to a plus b, t2 equals to t1 plus c and t equals to t1 या t2. सो मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको, यानी कि बिफोर बाइनरी, देखिए एट द एंड तो बाइनरी कन्वर्जन होगा. बाइनरी के पहले जो आपके मशीन इंस्ट्रक्शंस बनेंगे, तो आप यहाँ पे क्या बनेंगे, पहले अब यहाँ लिखेंगे दैट आप किस टाइप का सिस्टम सपोर्ट कर रहे हैं, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपको पहले ए और बी को किसी रजिस्टर में स्टोर करना है या डायरेक्टली आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर रजिस्टर. मान लीजिए आपने लिखा मल्टीप्लाई, सॉरी एडिशन का इंस्ट्रक्शन लिखना है आपको, सो यू जस्ट राइट दैट एडिशन एड, ठीक है, एड t1 कॉमा a plus b, ठीक है, a कॉमा b. तो ये इंस्ट्रक्शन बनेगा आपका. फिर आपने क्या लिख दिया, दैट इज एड t2. अगर आप 3 इंस्ट्रक्शन लिख पा रहे हैं इंस्ट्रक्शन में दैट सीपीयू कैन सपोर्ट, देन यू कैन राइट दिस, ठीक है. फिर आपने लिख दिया स्टोर इंस्ट्रक्शन, ठीक है, दैट इज t कॉमा t2. t2 की वैल्यू कहाँ पे स्टोर करनी है आपको, t में. इट डिपेंड्स द डायरेक्शन, ठीक है. जनरली स्टोर एक्सप्रेशन में हम जो फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं वो सेकंड में क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं, ठीक है. तो इट डिपेंड्स ऑन दी डायरेक्शन.
जनरली स्टोर का मतलब होता है आप रजिस्टर से कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, मेमोरी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो या रजिस्टर या टेम्पररी वेरिएबल से आप मेमोरी, तो मेमोरी क्या आपकी डी, फाइनल एक्सप्रेशन यही था आपका डी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी डी लोकेशन पे आपको स्टोर करना है, आप क्या लिखेंगे दैट रजिस्टर या आपका टेम्पररी टू दैट लोकेशन डी, तो स्टोर इन दिस डायरेक्शन, ये आपका मशीन कोड बन जाएगा, दैट इज द टारगेट कोड। क्लियर है बिफोर बाइनरी ना। देखिए जो भी हमने अभी तक यहाँ पे एक्सप्रेशंस देखे, इन दैट केस अगर आप देखें, अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको ओवरऑल सारे फेजेस के लिए रन करके देखते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट अ पर्टिकुलर प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम को आपने अप्लाई किया तो कैसे उसमें टोकन को कैलकुलेट करेंगे आप, एंड हाउ टू जनरेट अ पास ट्री, तो एक सिंपल स्ट्रिंग लेके हम सारे फेजेस में इसको पास करते हैं, मेरे ख्याल x इक्वल्स टू p प्लस q प्लस r, ठीक है, ये तीन आपके एक स्ट्रिंग है x इक्वल्स टू p प्लस q प्लस r, ठीक है, ये स्ट्रिंग आपको पास करनी है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को कंपाइलर में पास करना है, एट द एंड तक आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा। सो फर्स्ट इज पास टू लेक्सिकल एनालाइजर, सबसे पहले हमने इसको पास किया किसमें, लेक्सिकल एनालाइजर, लेक्सिकल एनालाइजर इज जनरली रिप्रेजेंट टू LA, ठीक है, तो हम कंप्लीट लिखें या उसमें लेक्सिकल एनालिसिस की शॉर्ट फॉर्म LA भी लिख सकते हैं, तो दैट इज लेक्सिकल एनालाइजर। नाउ लेक्सिकल एनालाइजर पे जनरली हम यहाँ पे जो टूल यूज करते हैं दैट इज लेक्स टूल, ठीक है, जो टोकन जनरेट करने के लिए टूल होता है दैट इज कॉल्ड लेक्स टूल, वो यूज करते हैं। सो लेक्सिकल एनालाइजर यहाँ पर जनरेट करेगा आउटपुट, लीजिए आपका जो आउटपुट आया ऑफ दिस फेस इज दैट इज ID इक्वल्स टू x के लिए एक ID जनरेट कर दी, दैट इज ID1 बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या ID इक्वल्स टू ID प्लस ID इनटू, इसको मल्टीप्लिकेशन साइन यूज कर लेते हैं, दैट इज दिस इनटू ID, p प्लस q इनटू r है आपका, सो ID इक्वल्स टू ID प्लस ID, ID प्लस ID स्टार ID, क्लियर है। सो दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ टोकन्स, ये लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट हो गया। नाउ दिस आउटपुट इज अप्लाइड टू अ सिंटैक्स एनालिसिस, सिंटैक्स पे अप्लाई करेंगे आप सिंटैक्स एनालाइजर पे, ठीक है, तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, इसका आउटपुट जनरेट करेगा, दैट इज पास ट्री, पास ट्री डिजाइन करेगा सिंटैक्स एनालाइजर। तो देखिए पास ट्री की अगर आप बात करें तो आउटपुट जो आने वाला है वो पास ट्री, यहाँ पे एक जो टूल यूज करते हैं दैट इज याक टूल, YACC टूल, दैट इज कॉल्ड येट अनदर कंपाइलर कंपाइलर। अब देखिए पास ट्री जनरेट करने के लिए आपको जो भी एनालिसिस सिंटैक्स एनालाइजर में आप पास ट्री जनरेट करेंगे, सो इन विच यू यूज द ग्रामर, ठीक है, प्रोडक्शन रूल, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, दैट इज द प्रोडक्शन रूल। सो उस प्रोडक्शन रूल की हेल्प से आप यहाँ पे क्या करेंगे, पास ट्री जनरेट करेंगे। सो हर एक के लिए प्रोडक्शन रूल आपके पहले से डिफाइन होंगे। सो यहाँ पे अगर मान लीजिए हम एक ग्रामर ले लेते हैं दैट इज दिस S टेंड्स टू ID इक्वल्स टू E, S का एक प्रोडक्शन है दैट इज ID इक्वल्स टू E, क्लियर है, एंड सेमीकोलन, मान लीजिए हमने यहाँ पे सेमीकोलन यूज किया था तो सेमीकोलन यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, ID इक्वल्स टू E, फिर E से आपने लिख दिया दैट इज E प्लस T एंड T, दो प्रोडक्शन है E के, E प्लस T और T, फिर T का कंटेक्सुअल ग्रामर बना रहे हैं हम जस्ट, ठीक है, T स्टार F एंड F, और F से आपने क्या बोल दिया दैट इज ID, सो ये आ गया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पास ट्री आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो देखिए पास ट्री आप जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग वेरिएबल क्या आएगा, S से आपने कॉल किया दैट इज ID इक्वल्स टू E, ठीक है, नाउ E से आपने लिख दिया दैट इज E प्लस T, ठीक है, E का प्रोडक्शन लिखा E प्लस T, फिर T का प्रोडक्शन लिखा आपने T स्टार F, ठीक है, और फिर फाइनली आप क्या बोल रहे हैं, F से आप T का प्रोडक्शन आपने लिखा दैट इज T स्टार F, तो देखिए अब आपको एक ID इक्वल्स टू इतनी स्ट्रिंग तो मिल गई, ठीक है, फिर आपको ID चाहिए, यानी E से आपने T कॉल किया, T से आपने F कॉल किया और F से डायरेक्टली क्या कॉल कर दिया आपने ID, देखिए E से T, T से F और F से ID, क्योंकि इस लेवल पे डायरेक्ट ID चाहिए। नाउ T से F और F से डायरेक्ट ID जनरेट किया सेकंड, फिर यहाँ से F से डायरेक्ट ID लिख देंगे हम, तो ID प्लस ID स्टार ID इक्वल्स टू ID प्लस ID स्टार ID, क्लियर है, तो दैट इज द वे, इस तरीके से आप रीड करेंगे स्ट्रिंग को, ठीक है, स्ट्रिंग रीडिंग कैसे होगी आपकी, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ID इक्वल्स टू, ठीक है, ID इक्वल्स टू E प्लस ID
स्टार आईडी, ठीक है, ये स्टार को रीड करते हुए फाइनली रिच करेगा रूट नोड पे। सो दैट इज द पास ट्री। ये पास ट्री बनी आपकी आउटपुट ऑफ सिंटैक्स एनालाइजर। ये सिंटैक्स एनालाइजर का आउटपुट है। नाउ इट इज अप्लाइड टू सिमेंटिक एनालाइजर, ठीक है। सिमेंटिक में जब अप्लाई करेंगे आप, दैट इज अप्लाइड टू सिमेंटिक एनालिसिस। देखिए सिमेंटिक एनालिसिस का आउटपुट क्या आएगा, व्हाट इज द आउटपुट, तो सिमेंटिकली चेक पास ट्री होगी, ठीक है। यहाँ पे ये टाइप चेकिंग परफॉर्म करेंगे एंड जितने भी आपके जो भी आपकी एरर्स जनरेट होती है वो यहाँ पे फाइंड करेगा और आफ्टर देन ये क्या करेगा, अगेन पास ट्री क्रिएट कर देगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दैट इज सिमेंटिकली चेक्ड पास ट्री, ठीक है, देयर इज नॉट एनी एरर एंड सो ऑन। सो जो भी आपका जनरेट हो रहा है दैट इज सिमेंटिकली चेक्ड एरर, ठीक है। सो ये पास ट्री आपका आउटपुट में है। नाउ दिस पास ट्री, सिमेंटिकली चेक्ड पास ट्री आपको कहाँ पे अप्लाई करना है, इज दिस अप्लाई टू this semantically checked pass tree is applied to 3 address code, ठीक है, यानी कि सॉरी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन ICG फेस में आप अप्लाई करेंगे, that is applied to this phase. Now it generate the 3 address code, like हमने बोला 3 address code जनरेट करेगा, तो 3 address code का आपने एक्सप्रेशन यहाँ पे जो लिखा है उसका 3 address code आप यहाँ पे डिजाइन कर लेंगे। सो आपके पास एक्सप्रेशन क्या है, ID equals to ID plus स्टार ID, ठीक है। सो इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे जो 3 एड्रेस कोड एक्सप्रेशन बनाएंगे, सो आपने लिख दिया दैट इज T1 इक्वल्स टू, मान लीजिए आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन का 3 एड्रेस कोड लिख देते हैं P प्लस Q इंटू R। तो पहले आपसे मल्टीप्लीकेशन होगा Q इंटू R, ठीक है, फिर T2 में आपने क्या किया P प्लस Q, ठीक है, P प्लस T1, दैट इज T1 क्या होगा आपका, दैट इज T1, तो P प्लस T1 लिखा आपने ना, फिर आपने यहाँ पर X में T2 को स्टोर कर दिया, दैट इज 3 एड्रेस कोड, ये 3 एड्रेस कोड हो गया। नाउ दिस 3 एड्रेस कोड इज अप्लाइड टू कोड ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज क्या करता है, ऑप्टिमाइज्ड कोड जनरेट करेगा। तो देखिए इसमें 3 इंस्ट्रक्शन को आप 2 इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी मैंने लिखा T1 इक्वल्स टू Q प्लस R। अब यहाँ पे T2 में असाइन करने की जगह डायरेक्टली हम X में स्टोर करते रिजल्ट X इक्वल्स टू P प्लस T1। सो इफेक्ट इज सेम, पहले T2 में ले रहे थे फिर T2 को X में स्टोर कर रहे थे, हम डायरेक्टली इसमें हमने क्या कर दिया, स्टोर इन दिस X, ठीक है। तो दैट इज ऑप्टिमाइज्ड कोड, 2 इंस्ट्रक्शन में काम हो गया आपका, तो अननेसेसरी इंस्ट्रक्शंस थे वो रिमूव हो गए। नाउ दैट इज अप्लाइड टू कोड जनरेशन, इसमें अप्लाई किया आपने कोड जनरेशन में। नाउ व्हाट इज द आउटपुट ऑफ कोड जनरेशन, सो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा आपने लाइक मूव दैट R1, ठीक है, कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है आपका, मूव इंस्ट्रक्शन राइट R1, ठीक है, एक रजिस्टर में मूव कर रहे हैं आप किसकी वैल्यू, लाइक आपने लिखा P इक्वल्स टू Q, P प्लस Q इज टू R, तो R1 में Q लिखा आपने, फिर मल्टीप्लाई आपने लिख दिया दैट इज R1 के अंदर Q आ चुका है आपका, मूव R1 Q मतलब Q की वैल्यू R1 में लिख दी, मल्टीप्लाई R1 इनटू R, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे Q और R में मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। फिर आपने कर दिया 8 R1 कॉमा P, ठीक है, P को इसमें ऐड कर दिया और फाइनली स्टोर कर दिया आपने X में R1 को। सो फाइनल एक्सप्रेशन X में आ गया आपका। सो दैट इज द मशीन कोड। इस तरीके से आप मशीन कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी रजिस्टर एलोकेशन है ऑल टास्क इज परफॉर्म हियर। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ द कंपाइलर प्रोसेसिंग, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू हम फाइनली जो हमारी स्ट्रिंग थी P प्लस Q प्लस R, फाइनल आउटपुट हमने मशीन कोड जनरेट किया, इसके बाद ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद सिंबल टेबल। ठीक है, सिंबल टेबल क्या होता है? सिंबल टेबल इज an important data structure created and maintained by the compiler in order to keep track of semantic of variable. Means it store the information about the scope and binding information about names. Okay, information about instances of various entities such as variable, function name, classes, objects, etc. देखिए सिंबल टेबल एक्चुअली क्या है? इट इज लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर की तरह वर्क करता है आपका। ठीक है, जब भी आप कंपाइलर में नंबर ऑफ फेजेस को के थ्रू पास होंगे तो इन केस ऑफ ईच फेज सिंबल टेबल में कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होता है, या फिर किसी फेज में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है तो रिमेनिंग फेज में उसका यूज होगा। तो इनबिल्ट अगर आप बात करें तो
इंटरनली जितने भी आपके सिंबल टेबल में बाय डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है, जिससे सारे कीवर्ड की इन्फॉर्मेशन वहां पे रहेगी आपकी सिंबल टेबल में, जो इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं आपके, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगी। ठीक है, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, या मान लीजिए आपके एक फंक्शन का स्कोप क्या है, ठीक है, बाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम्स, किस तरीके से कोई फंक्शन में किस तरीके से आपने कोई वेरिएबल यूज किया है, सो ऑल आर इंफॉर्मेशन इज इन दी सिंबल टेबल। ठीक है, तो जब भी कोई लेक्सिकल एनालाइजर या हम सिंटेक्स एनालाइजर से कभी भी किसी सोर्स कोड को पास कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट फेज ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, तो लेक्सिकल का टास्क क्या होता है कि टोकन जनरेट करना। सो इन केस ऑफ दैट, वो टोकन जब जनरेट करता है तो इट फर्स्ट रेफर द सिंबल टेबल। इफ द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर कीवर्ड, फंक्शन या आइडेंटिफायर की कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इनबिल्ट है, दैन इट जनरेट डायरेक्टली टोकन, अदरवाइज इट फर्स्ट स्टोर दैट information in the symbol table and then generate tokens। ठीक है, तो that is the way। तो symbol table is the important data structure। ठीक है, जितना भी कंपाइलर का टास्क होता है, that all are update in the symbol table। जब भी आपको एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच प्रोग्राम सिंबल टेबल आपकी क्या होगी, अपडेट होगी। क्लियर? नाउ देखिए, इसमें कुछ पॉइंट है। इट बिल्ट इन लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालिसिस फेज। देखिए, एक्चुअली ये कब बिल्ट होती है, आपके टोटल 6 फेजेस होते हैं, उसमें से लेक्सिकल एनालाइजर और सिंटैक्स एनालाइजर में मेनली ये क्या होती है, आपकी बिल्ट होती है, यानी कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो स्टोर होगी दैट इज इन दिस टू फेज। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय एनालिसिस फेज ऑफ कंपाइलर एंड इज यूज्ड बाय सिंथेसाइज फेज ऑफ कंपाइलर टू जनरेट द कोड। यानी कि जो आपका फर्स्ट पार्ट होता है कंपाइलर के 6 फेजेस में से, एनालिसिस फेज हम किसको बोलते हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक एनालिसिस फेज होते हैं। ठीक है, कुछ इंटरमीडिएट स्टेप्स भी आप इसमें यूज करते हैं। एंड सिंथेसाइज फेज में हम क्या बोलते हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन। ठीक है, सो इन दैट केस आपका जो इंफॉर्मेशन है, जो एनालिसिस फेज में आप कलेक्ट करते हैं, ठीक है, और वो यूज कहाँ पे होती है, मेनली आपके सिंथेसाइज फेज में। तो सिंबल टेबल में इस तरीके से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं पर्टिकुलर 6 फेजेस को। जब भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक, ठीक है, सिमेंटिक एनालाइजर, लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक, एंड फिर आप यहाँ पर यूज करते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, एंड कोड जनरेशन फेज। तो हर फेज से हम सिंबल टेबल को कनेक्ट करते हैं। जब भी हम फेजेस ऑफ कंपाइलर को अगर आप डिस्कस करेंगे, तो इन केस आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे फेजेस कनेक्टेड है किससे, सिंबल टेबल से। ठीक है, तो मेनली ये यहाँ पे सिंबल टेबल में हम क्या बोले कि इट इज इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द एनालिसिस फेज एंड लेक्सिकल, सिंटैक्स, सिमेंटिक, इंटरमीडिएट में आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेजेस की एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, और मेनली यूज होती है जो कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन में आपका मेनली इसमें यूज होता है। इट इज यूज्ड बाय कंपाइलर टू अचीव कंपाइल टाइम एफिशिएंसी। देखिए, कंपाइल टाइम एफिशिएंसी को अचीव करने के लिए, यानी कि आपका फास्ट एग्जीक्यूशन करना है, कंपाइल टाइम पे आपको डेटा फास्टली अवेलेबल हो जाए, दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, इट इज यूज्ड बाय कंपाइलर टू अचीव कंपाइल टाइम एफिशिएंसी। ठीक है, ताकि ये एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके। नाउ इट यूज्ड बाय वेरियस फेजेस ऑफ कंपाइलर। वन बाय वन हम देखते हैं कि हर फेज में आपका क्या होता है। तो लेक्सिकल एनालाइजर क्रिएट न्यू टेबल एंट्रीज इन द टेबल, एग्जांपल लाइक एंट्रीज अबाउट टोकन। ठीक है, तो हमें पता है कि लेक्सिकल एनालाइजर का टास्क क्या होता है, आपका मेनली टोकन जनरेट करना। ठीक है, यानी कि आप कोई भी एंट्रीज उसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने बोल दिया कोई न्यू आइडेंटिफायर आपने रीड किया, मान लीजिए आपने एक एक्सप्रेशन रीड किया लाइक दैट इंट ए। ठीक है, इंट ए आपने लिखा, सो इन दैट केस हम क्या बोल रहे हैं, इंट तो प्री डिफाइंड है आपका। ठीक है, दैट इंट इज प्री डिफाइंड, तो इसके लिए वो क्या करेगा, टोकन जनरेट करेगा। ठीक है, यानी इसकी इंफॉर्मेशन सिंबल टेबल में आपकी अपडेट होगी। सिंबल टेबल में वेरियस फील्ड होती है। ठीक है, उस फील्ड के अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन, लाइन ऑफ कोड एंड सो ऑन सारा स्टोर करेगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग इंट अगर मान लो इन बिल्ट है, तो उसका इंफॉर्मेशन उसका जस्ट टोकन जनरेट कर रहा है। ए अगर एज आइडेंटिफायर देखेगा वो, यहाँ पर कोई आइडेंटिफायर, न्यू आइडेंटिफायर आया है, तो उस आइडेंटिफायर को पहले स्टोर करेगा और फिर उसकी इंफॉर्मेशन अपडेट करेगा। क्लियर है, तो दैट इज द मेन टास्क ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, तो एक वैलिड टोकन अगर होगा, एक वैलिड लेक्सिंग होगी, तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, उसके लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। ठीक है, नाउ सिंटैक्स एनालाइजर ऐड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एट्रीब्यूट टाइप, स्कोप, डायमेंशन, लाइन ऑफ रेफरेंस, यूज एटसेट्रा इन द टेबल। अब यहाँ पर लेक्सिकल एनालाइजर ने क्या किया, एक टोकन के फॉर्म में उसे स्टोर कर दिया। नाउ मेन टास्क सिंटैक्स एनालाइजर का क्या होता है कि वो इसके रिगार्डिंग क्या करता है, एट्रीब्यूट का टाइप क्या है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ए लिखा, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ, उसका नेम हो गया। ठीक है, दैट टाइप
टाइप क्या है उसका, तो मान ले हमने बोला दैट इन टाइप का है, ठीक है। उसका स्कोप कितना है, किसी फंक्शन में लिखा है आपने या फंक्शन के बाहर आपको उसने ग्लोबली डिफाइन किया है, तो वो स्कोप आएगा, उसका डायमेंशन आएगा, लाइन ऑफ रेफरेंस आएगा, यूज क्या क्या यूज है उसका, एटसेट्रा। यानी सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द एट्रीब्यूट फॉर्म, ठीक है। ये सारे आपके एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम्स बनेंगे इन दैट टेबल, ठीक है। एंड उसके करस्पॉन्डिंग नेम, तो वेरिएबल का नेम, फिर उसका टाइप एंड सो ऑन, सारी इंफॉर्मेशन फिर नेक्स्ट आएगा एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, क्रिएट होगा। नाउ सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है आपका, in this use available information in the table to check for semantic, ठीक है। यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपकी अवेलेबल है उस टेबल के अंदर, इन द टेबल, उसके लिए सिमेंटिक इंफॉर्मेशन चेक करना है, यानी कि टू वेरीफाई दैट एक्सप्रेशन एंड असाइनमेंट आर सिमेंटिकली करेक्ट, टाइप चेकिंग एंड अपडेटेड अकॉर्डिंगली। मतलब कि सिमेंटिक एनालिसिस में आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि हम जनरली लेक्सिकल एनालाइजर में कोई एक्सप्रेशन आपने पास किया, ठीक है। आप फेजेस ऑफ कंपाइलर में देखते हैं कि अगर आपने एक एक्सप्रेशन पास किया तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, सेट ऑफ टोकन्स जनरेट करेगा। नाउ रिगार्डिंग दैट टोकन्स, उन टोकन के बेसिस पे आप क्या बोलते हैं, आप सिमेंटिक एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, टोकन से करस्पॉन्डिंग क्या जनरेट करेगा, पास ट्री जनरेट करेगा। नाउ सिमेंटिक का टास्क क्या होता है, वो चेक करता है कि सिमेंटिकली करेक्ट तो है या नहीं, यानी कि टाइप चेकिंग परफॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं इंटीजर है तो उसमें फ्लोट वैल्यू रन हो रही है या फ्लोट में इंटीजर वैल्यू रन हो रही है, तो जितने भी टाइप की टाइप चेकिंग है दैट इज डन इन सिमेंटिक एनालिसिस। तो अगर वो पास ट्री में कोई अपडेशन करता है सिमेंटिक एनालिसिस, तो उसके बिहाफ पे सिंबल टेबल में भी क्या होगा, आपका अपडेशन होता है। हम क्या बोलते हैं कि सिंटैक्स और सिमेंटिक दोनों का आउटपुट क्या आता है आपका, पास ट्री। तो वो सिमेंटिकली वेरीफाइड पास ट्री कहां से जनरेट होती है, आपकी सिमेंटिक एनालिसिस से। तो मान लीजिए अगर एग्जैक्टली करेक्ट है, देयर इज नॉट एनी इशू इन द पास ट्री जनरेटेड बाय सिंटैक्स एनालाइजर, देन वहां पे कोई अपडेशन नहीं होगा। अदरवाइज सिमेंटिक एनालाइजर क्या करेगा, वो अपडेट करेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा आपका किस टाइप का आपने पास ट्री क्रिएट किया है एंड उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है या करेक्ट है, क्लियर। तो दैट इज द टास्क ऑफ सिमेंटिक एनालाइजर। नाउ नेक्स्ट, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्या करता है, रेफर्स सिंबल टेबल फॉर नोइंग हाउ मच एंड व्हाट टाइप ऑफ रन टाइम is allocated and table helps in adding temporary variable information। अब देखिए ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि आपका कोई भी वेरिएबल्स जो भी आपने स्टोर किए, ठीक है। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन था आपका, लाइक आपने लिखा a equals to b plus c into d, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि पास ये पहले लेक्सिकल एनालिसिस जाएगा, टोकन जनरेट होंगे, ठीक है। फिर टोकन के बाद हम क्या बोल रहे हैं कि इट गोज टू सिंटैक्स एनालाइजर, ठीक है। सिंटैक्स एनालाइजर में यहाँ पे क्या जनरेट होगा, पास ट्री। फिर पास ट्री से सिमेंटिकली वेरीफाइड पास ट्री जनरेट होगी आपकी। एंड आफ्टर यू अप्लाई इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, ठीक है। आईसीजी में जैसे आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप क्या जनरेट करते हैं, इंटरमीडिएट कोड लाइक 3 एड्रेस कोड। तो जब 3 एड्रेस कोड जनरेट होता है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए डिजाइन करते हैं हम, तो इसके लिए जो टेम्परेरी वेरिएबल आप यूज करेंगे, ऑब्वियसली इस एक्सप्रेशन को 3 एड्रेस में जनरेट करना है, तो आपको टेम्परेरी रिक्वायरमेंट रहेगी। t1 इक्वल्स टू आपने लिख दिया c क्रॉस d, पहला एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू फोर्डमास रूल, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या एग्जीक्यूट होगा, मल्टीप्लिकेशन। फिर t2 आपने क्या लिखा, दैट इज b प्लस t1, ठीक है। फिर आपने लिख दिया a इक्वल्स टू t2। तो इस तरीके से ये जो टेम्परेरी वेरिएबल्स आप ले रहे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन का अपडेट करेंगे आप सिंबल टेबल में, क्लियर है। तो इट इज अपडेटेड इन दी सिंबल टेबल। नाउ नेक्स्ट, कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन यूज इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द सिंबल टेबल फॉर मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन। अब अगेन कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, अब जब इस पे ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करना है, मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन में परफॉर्म किया, तो कोड ऑप्टिमाइजेशन का टास्क क्या होता है, इट ऑप्टिमाइज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। दैट मशीन डिपेंडेंट या मशीन इंडिपेंडेंट, कोई भी जब आप मशीन डिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं इन केस ऑफ आफ्टर जनरेशन, ठीक है। सो जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर है उसका यूज करके वो क्या करेगा, इसको ऑप्टिमाइज्ड करेगा, ठीक है। सो एंड दैट केस, जैसे मान लीजिए इस एक्सप्रेशन के लिए हम ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं, दैट मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन जो होता है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं t1 इक्वल्स टू c क्रॉस d एंड t2 इक्वल्स टू, t2 की प्लेस पे डायरेक्टली आप इसमें असाइन कर सकते हैं a में, ठीक है। a इक्वल्स टू b प्लस t1। अब ये आप डायरेक्ट इतना लिखेंगे तो सिर्फ 2 एक्सप्रेशन में 2 इंस्ट्रक्शन में आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो इसको ऑप्टिमाइज, किसी भी एक्सप्रेशन को मशीन इंडिपेंडेंट या मशीन डिपेंडेंट लेवल पे अगर कोड ऑप्टिमाइजेशन आप कर रहे हैं, तो भी आपको सिंबल टेबल की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो दैट इज यूज ऑफ कोड ऑप्टिमाइजेशन। नाउ फाइनली इन द टारगेट कोड जनरेशन, जनरेट कोड बाय यूजिंग एड्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफायर प्रेजेंट इन द टेबल,
ठीक है। अब ऑब्वियसली आपको टारगेट कोड जनरेट करना है, तो आपको उस पर्टिकुलर वेरिएबल जिसको आप फाइनली क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम में, जितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है, आइडेंटिफायर्स हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन और उनके से रिलेटेड उनके एड्रेस कहाँ पर मिलेंगे आपको, सिंबल टेबल में, क्योंकि सिंबल टेबल में कॉलम आप यूज करते हैं एड्रेस का, तो उसका एड्रेस एंड सारी इंफॉर्मेशन आपको टेबल में मिलेंगी, तो जो हेल्पफुल होती है टारगेट कोड को जनरेट करने। तो दैट इज द यूज ऑफ सिंबल टेबल इन द टारगेट कोड जनरेशन। ना सिंबल टेबल में एंट्रीज कौन कौन सी होती है आपकी, तो देखिए सिंबल टेबल की अगर आप बात करें, मेनली ईच एंट्री इन सिंबल टेबल इज एसोसिएटेड विद एट्रीब्यूट दैट सपोर्ट द कंपाइलर इन डिफरेंट फेजेस, जो भी हमने डिस्कस किए। दिस एट्रीब्यूट्स आर फर्स्ट नेम, साइज, डायमेंशन, टाइप, लाइन ऑफ डिक्लेरेशन, लाइन ऑफ यूजेस एंड एड्रेस, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी एक सिंबल टेबल में एज अ एट्रीब्यूट यानी कि कॉलम फॉर्मेट में रहेगी आपकी। फर्स्ट कॉलम इज नेम, ठीक है, सेकंड कॉलम आपका क्या हो गया, दैट साइज, ठीक है, फिर आपने लिख दिया उसका डायमेंशन क्या है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे डायमेंशन कीवर्ड मेनली कब यूज होगा, जब आप अरे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अरे आपका 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल हो सकता है, तो इन दैट केस यहाँ पे हम अरे की इंफॉर्मेशन अगर स्टोर कर रहे हैं तो उस तरीके से यूज करेंगे। लाइन ऑफ डिक्लेरेशन, किस लाइन पे आपने डिक्लेयर किया है उसके, ठीक है। लाइन ऑफ यूज, इस लाइन पे आप उसको यूज कर रहे हैं, एलओडी और एलओयू से यूज रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको। दैट इज एड्रेस, एक्चुअल उसका फर्स्ट इनिशियलाइज एड्रेस क्या है, यानी कि फर्स्ट टाइम जब आपने उसको देखा होगा तो जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे वो आपने यूज किया है, सो उसके करस्पॉन्डिंग उसको आपने मेमोरी में किस एड्रेस पे लिखा है, दैट इज द एड्रेस ऑफ दैट, ठीक है, वेरिएबल। मान लीजिए आपने नेम लिख दिया अरे का नेम, दैट इज ए, ठीक है, या कोई साइज, सिंपल आप अरे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आपने 2 डायमेंशनल अरे डिजाइन कर दिया, सो नेम ऑफ अरे क्या है आपका, दैट इज ए, ठीक है। साइज जो भी है उसकी, डायमेंशन आपने 2 लिख दिया, टाइप किस टाइप का है वो, इंटीजर टाइप का है, डिक्लेरेशन, लाइन ऑफ डिक्लेरेशन किस लाइन पे आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होगा वो, और उसका एड्रेस। तो इस तरीके से आप इंफॉर्मेशन स्टोर। अब इंटरनली जो सिंबल टेबल है मैनली आपका जो होता है, दैट हर एक चीज के लिए अपना एक कोड होता है, ठीक है, तो सिंबल टेबल में भी इंटरनली कंपाइलर उसकी कोडिंग के हिसाब से, ठीक है, उसका जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, स्टोर करेगा। हम यहाँ समझने के लिए इस टाइप से लिख रहे हैं उसको, ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर, कंपाइलर किस तरीके की कोडिंग को यूज कर रहा है टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन। क्लियर, दैट इज ऑल अबाउट द कंपाइलर, ठीक है। सो इट इज द सिंबल टेबल, that is very important in case of compiler design. Thank you. And bootstrapping. क्रॉस कंपाइलर का मीनिंग क्या होता है आपका, क्रॉस कंपाइलर इज अ कंपाइलर capable of creating executable code for a platform other than one on which the compiler is running, ठीक है। यानी कि आप एक कंपाइलर, पर्टिकुलर क्रॉस कंपाइलर का मतलब ये कि आपने एक कंपाइलर किसी कंपाइलर पर रन किया, तो इट इज केपेबल टू जनरेट द एग्जीक्यूटेबल कोड फॉर द अनदर कंपाइलर, ठीक है, यानी उसका आउटपुट जो आ रहा है वो किसी और कंपाइलर का एग्जीक्यूटेबल कोड जनरेट कर रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देखें, कंपाइलर दैट रन ऑन अ विंडोज, मान लीजिए आपने एक कंपाइलर विंडोज पे रन किया, बट इट जनरेट कोड दैट रन ऑन अ एंड्रॉइड, इज अ क्रॉस कंपाइलर, ठीक है। यानी आपने विंडो पे कोई कोड रन किया और वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है कोड दैट रन ऑन अ एंड्रॉइड, जो आप एंड्रॉइड पे रन कर सकते हैं, तो इज कॉल्ड अ क्रॉस कंपाइलर। क्लियर है। सो हम जनरली टी लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पर, दैट द स्ट्रक्चर इज, कंपाइलर का स्ट्रक्चर आप इस तरीके से डिजाइन करेंगे, ठीक है, दैट मान लीजिए आपने लिखा एक्स वाई, यहाँ लिखा कैपिटल ए, ठीक है। सो दिस एक्स वाई ए जो आपका है, ठीक है, दैट इज दिस, कैन आल्सो राइट लाइक दिस, तो इसका मतलब है इट इज सोर्स लैंग्वेज, ठीक है, आपके सोर्स, एंड दैट इज टारगेट, टारगेट लैंग्वेज हो गई, एंड इट इज इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज। इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ आपका, इंप्लीमेंटेशन मतलब जिस लैंग्वेज में आप क्या कर रहे हैं उसे लिख रहे हैं, दैट इज इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज, ठीक है। जिस लैंग्वेज में आपने उसको लिखा है दैट इज इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज। क्लियर है, यानी कि उसकी कोडिंग जिसमें हुई है, तो कंपाइलर जिस लैंग्वेज में आपने कोड किया है, जिसमें आपने उसको डिजाइन किया है, दैट इज इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज। देयर आर 3 लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज, ठीक है, जो इनपुट आप रन कर रहे हैं, सोर्स लैंग्वेज यानी आपने इनपुट परफॉर्म किया, यहाँ से आपको क्या मिला, आउटपुट मिला, तो इनपुट is the source language, implementation language, and what is the target, that is the output language. Clear है। now in that case अगर हम बात करें यहाँ पर 3 लैंग्वेज, क्रॉस कंपाइलर का टास्क क्या हुआ आपका,
अगर हमने स्ट्रक्चर डिजाइन किया, एक कंपाइलर को रन किया इसी एक मशीन पर, ठीक है, लाइक दिस, अगर मैंने यहां पर डिजाइन किया है, दैट इज द स्ट्रक्चर x y and a, ठीक है, a क्या है आपका, दैट a इज द इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज। अब इस कंपाइलर को मैं किसी मशीन पे अगर रन करता हूँ, डेफिनेटली वो मशीन का जो सोर्स होगा, सोर्स लैंग्वेज जो है, इट मस्ट बी अ ए, यानी वो किस टाइप का सोर्स एक्सेप्ट करेगा, जो ए में रिटर्न है, तो हमें इसे रन करना है। डेफिनेटली अगर हम इसको रन कर रहे हैं तो वो किस में लिखा होना चाहिए, दैट इज ऑन ए लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसका सोर्स क्या हो, ए हो, ए लैंग्वेज। तो अगर इस लैंग्वेज का सोर्स ए लैंग्वेज है तो ये कंपाइलर हम इस पे रन कर सकते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन लैंग्वेज इसकी सोर्स लैंग्वेज बन गई, ठीक है। एंड डेफिनेटली इसका इम्प्लीमेंटेशन कोई और होगा, लाइक बी, इसका इम्प्लीमेंटेशन बी है, एंड इसने जनरेट किया आपका आउटपुट लाइक एन, ठीक है, दैट इज दिस। तो अल्टीमेटली टारगेट हमारा क्या है, एक्स से वाई में कन्वर्ट करना। तो अगर मैं यहां पर क्या बोलता हूं कि दैट इन दैट केस अगर हमने इस टाइप से स्ट्रक्चर डिजाइन किया, ठीक है, दैट सोर्स एन, यहां पर एक्स इनपुट एंड दैट इज वाई, क्लियर है। देखिए इसका टारगेट एंड दैट केस इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज, ठीक है, सोर्स से टारगेट आपका y जनरेट हुआ, तो इस पे रन करेंगे तो n जनरेट कर रहा है ये आउटपुट, ठीक है, कंपाइलर पे। एंड n इज अ लैंग्वेज ऑफ इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज ऑफ अनदर कंपाइलर, थर्ड कंपाइलर है जिसकी लैंग्वेज है, ठीक है, इस पे आप अगर इनपुट x अप्लाई करते हैं, यू कैन गेट दी आउटपुट, दैट इज कॉल्ड क्रॉस कंपाइलर, ठीक है, दैट इज द मेन लॉजिक बिहाइंड द क्रॉस कंपाइलर, ठीक है, दैट इज अ सिंपल वे। नाउ नेक्स्ट टर्म होती है आपकी bootstrapping. What is the bootstrapping? Bootstrapping is the process of writing a compiler in the source program language that it intends to compile the program in the source language. यानी it is also a type of cross compiler। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि bootstrapping में आप यहाँ पर जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं, सोर्स लैंग्वेज, ठीक है, जिस लैंग्वेज में आप प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी सोर्स लैंग्वेज डेफिनेटली उसकी इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कंपाइलर रिटन इन दैट लैंग्वेज इटसेल्फ। इसके लिए जैसे आपने सी का कंपाइलर बनाया, तो सी का कंपाइलर की लैंग्वेज जो होती है आपकी सी में ही लिखी होती है, ठीक है, यानी जो लैंग्वेज आप उस कंपाइलर को डिजाइन करने में यूज कर रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज, दैट इज सेम। यानी सिंपल सा हम क्या बोल रहे हैं कि सोर्स एंड टारगेट, यानी कि आपने यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन भी क्या लिखा है, सेम लिखा है, दैट इज SST। जनरली हम क्या लिखते हैं, दैट SIT, सोर्स इंप्लीमेंटेशन एंड टारगेट। यहाँ पे आपका हो गया सोर्स एंड इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज इज सेम, दैट इज दिस एंड दिस, दैट इज कॉल्ड दी bootstrapping, गॉट इट। सो इसके थ्रू आप जो भी क्रॉस कंपाइलिंग आप या डिजाइन करते हैं इसके थ्रू, तो दैट इज bootstrapping। उसको हम क्या बोलेंगे, bootstrapping, यानी कंपाइलर रिटन इन द लैंग्वेज इटसेल्फ, ठीक है, उसकी खुद की सोर्स लैंग्वेज में क्या है वो रिटन है, दैट इज कॉल्ड bootstrapping, गॉट इट, थैंक यू। एंड बैक एंड ऑफ कंपाइलर। देखिए फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है आपका कंपाइलर का, तो कंपाइलर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू फेजेस, ठीक है, जनरली हम कंपाइलर को दो फेज में डिवाइड करते हैं, दैट फर्स्ट फेज इज एनालिसिस फेज, ठीक है, एंड दैट फेज इज नोन एज फ्रंट एंड, ठीक है। अब एनालिसिस फेज को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज फ्रंट एंड। फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर, द एनालिसिस फेज ऑफ कंपाइलर रीड सोर्स प्रोग्राम डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड then check for lexical, grammar and syntax error, ठीक है। The analysis phase generate intermediate representation of source program and symbol table which should be fed to a synthesized phase as output। तो देखिए अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट का मतलब ये हमारा कि एनालिसिस फेज जो होता है, ठीक है, जो फर्स्ट 4 फेजेस ऑफ कंपाइलर आप यूज करते हैं, लाइक मैंने बोला दैट लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, ठीक है, सिमेंटिक एनालाइजर एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, दैट आर द फेज ऑफ एनालिसिस फेज, ठीक है। तो इन 4 फेज को आपने क्या बोलते हैं, दैट इज अ फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर, क्लियर है, ये फ्रंट एंड कहलाता है आपका। सो एनालिसिस फेज बोल सकते हैं या फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेनली किस पे फोकस किया जा रहा है, दैट इज सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम आपने इसमें अप्लाई किया, ठीक है, इनिशियली हम क्या बोलते हैं, जो भी सोर्स कोड आपका अप्लाई होता है, दैट सोर्स कोड
is execute in lexical analyzer, syntax analyzer, semantic and intermediate code generation. ठीक है, so जैसे आपका यहाँ पर source code अप्लाई किया तो it works on a source code and finally ये generate करेगा आपका intermediate code फॉर्मेट. ठीक है, तो इंटरमीडिएट कोड जो आएगा वो लाइक 3 एड्रेस कोड किस फॉर्मेट में हो सकता है, इट इज आइदर 3 एड्रेस कोड या पोस्टफिक्स प्रीफिक्स, जिस भी फॉर्मेट में आप डिपेंड कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज द आउटपुट ऑफ आईसीजी जो हम क्या करते हैं अगले फेज सिंथेसाइज फेज में क्या करते हैं अप्लाई करते हैं. तो फ्रंट एंड इसका मेन टास्क क्या है, दैट परफॉर्म मेनली फोकस ऑन द सोर्स प्रोग्राम. ठीक है, सोर्स लैंग्वेज प्रोग्राम पे फोकस करेगा, उसमें जो भी सिंटैक्स एरर है या लेक्सिकल के करस्पॉन्डिंग कोई लेक्सिकल एरर है, ठीक है, सिमेंटिक एरर है, तो वो सारी आइडेंटिफाई करके अगर करेक्टली है तो इट जनरेट दी proper 3 address code and that code is applied as an input to synthesize phase, that is next phase, that is called back end of the compiler. तो synthesize phase को हम क्या बोलते हैं, it is known as back end of compiler. The synthesize phase generate the target code program with the help of intermediate source code representation and symbol table. ठीक है, ऑब्वियसली आपका जो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन है उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी, सिंबल टेबल में होगी. जब भी आप कोई इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं तो उससे रिलेटेड टेम्पररी वेरिएबल्स एंड सो ऑन जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ अपडेट करते हैं आप, सिंबल टेबल में. तो सिंथेसाइज फेज क्या कर रहा है, सिंबल टेबल का यूज करेगा एंड दैट आउटपुट जो आपका एनालिसिस फेज से आया है वो अप्लाई यूज करके वो क्या करेगा, फाइनली टारगेट कोड जनरेट करेगा. तो इसमें मेनली आप क्या बोल रहे हैं कि जो सिंथेसाइज फेज है इसमें 2 फेज है आपके, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन. ठीक है, 2 फेज है. इसमें आपके पास इनपुट क्या आया, दैट इज द इंटरमीडिएट कोड आपका आउटपुट जो सिंथेसाइज एनालिसिस फेज का है एंड फाइनली इट इज जनरेट टारगेट कोड. ये क्या करेगा, टारगेट कोड जनरेट करेगा. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बैक एंड. ये आपका क्या कहलाता है, बैक एंड ऑफ कंपाइलर. मेनली 2 फेजेस यूज होते हैं इसमें, कौन कौन से, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन. अब देखिए कुछ यहाँ पर अगर आप बात करें तो कुछ फेजेस कुछ कंपाइलर में फ्रंट एंड में आप कुछ कोड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी यूज करते हैं. ठीक है, मतलब जनरली हम क्या बोलते हैं बैक एंड में आपकी कोड ऑप्टिमाइजेशन यूज होती है. ठीक है, कुछ केसेस में आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड में भी होती है. अब एग्जैक्टली इसका मेनली यूज क्या है, अगर आपने किसी भी कंपाइलर को 2 फेज में डिवाइड किया है, 2 फेज कंपाइलर हो गया यहाँ पे, एक एनालिसिस फेज एंड सिंथेसाइज फेज. ठीक है, तो जब आप 2 फेज कंपाइलर डिजाइन कर रहे हैं, लाइक देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं 2 फेज की अगर हम बात करें, ठीक है, या 2 फेज बोल सकते हैं या 2 पास कंपाइलर बोल सकते हैं इसको. ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 अलग अलग पास में इसको डिवाइड किया. तो 2 फेजेस कौन कौन से हैं यहाँ पर, दैट फर्स्ट वन इज एनालिसिस फेज. ठीक है, दैट इज एनालिसिस फेज एंड सिंथेसाइज फेज. ठीक है, सो 2 फेज जो हमने एनालिसिस एंड सिंथेसाइज फेज की बात की है, इन दैट केस देखिए आपका जो फर्स्ट पार्ट है एनालिसिस फेज में हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट है आपका लेक्सिकल एनालाइजर. ठीक है, फिर आपका आता है डाटिक सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर एंड द नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. ठीक है, और इसके साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं कि प्लस सम सिंबल टेबल अपडेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो अपडेट होगी सिंबल टेबल में मेनली इसी फेज में होगी आपकी. ठीक है, नाउ दैट कंप्लीट पार्ट ये जो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द फ्रंट एंड. इसको हमने क्या बोल दिया, दैट इज फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर. ठीक है, दैट इज द फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर. इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट एंड. दैट इज फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर. ठीक है, नाउ दिस फ्रंट एंड का जो आउटपुट है आपका, इट इज अप्लाई टू बैक एंड. ठीक है, दैट इज कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन फेज. ठीक है, एंड फाइनली इट जनरेट टारगेट कोड. सो दैट इज कॉल्ड बैक एंड. तो देखिए फ्रंट और बैक एंड का मेनली हम डिवीजन कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट क्या है आपका. ठीक है, अगर हम किसी भी कंपाइलर को 2 अलग अलग फेज में यूज कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज टारगेट कोड, फाइनली ये इंटरमीडिएट कोड का आउटपुट जो भी आएगा आपका, ठीक है, 3 एड्रेस कोड लाइक जो भी बोल रहे हैं आप. ठीक है, सो दैट बैक एंड. तो फ्रंट एंड का हम क्या बोलेंगे, इट इज डिपेंडेंट ऑन, इट इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन दी सोर्स प्रोग्राम. ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, मेनली सोर्स प्रोग्राम पे, सोर्स लैंग्वेज पे.
ऑफ प्रोग्राम, सोर्स लैंग्वेज ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सो आपका सोर्स प्रोग्राम जो भी होगा, सोर्स लैंग्वेज जो भी होगी प्रोग्राम की, वो मेनली किसको डिसाइड कर रही है, फ्रंट एंड को। और बैक एंड किस पे डिपेंड करता है आपका, दैट इज डिपेंड्स ऑन, बैक एंड इज डिपेंड ऑन दी टारगेट कोड, मशीन कोड, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, डिपेंड्स ऑन द टारगेट मशीन, यानी मशीन टू मशीन आप क्या बोल सकते हैं कि बैक एंड आपका वेरी कर सकता है, ठीक है। यानी कि आपका अगर मान लीजिए किसी मशीन का कोड जनरेशन टेक्निक अलग है, ठीक है, हो सकता है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट आप ऑब्वियसली बैक एंड को बोल सकते हैं, तो अलग अलग कंपाइलर का बैक एंड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द बैक एंड ऑफ द कंपाइलर। फ्रंट एंड जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होगा, सोर्स लैंग्वेज किस टाइप से आपकी, उस तरीके का आप एनालिसिस करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक कंपाइलर बनाना है, compiler for, if you want to design a compiler for same source, ठीक है, सेम सोर्स लैंग्वेज रखना है आपको for different same source language, ठीक है, for different machine। अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया आपका, कि आपको एक कंपाइलर बनाना है जो सेम सोर्स लैंग्वेज के लिए है और डिफरेंट मशीन पे वो क्या हो, एग्जीक्यूट हो, ठीक है। सेम सोर्स लैंग्वेज एंड मशीन डिफरेंट, तो उस केस में आप क्या करेंगे, किस तरीके से डिजाइन करेंगे, सेम फ्रंट एंड रखना है आपको, फ्रंट एंड सेम, ठीक है। क्योंकि आपका अगर सोर्स लैंग्वेज सेम तरीके की सोर्स लैंग्वेज के टाइप से आप क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं, यानी जिस सोर्स लैंग्वेज पे आप कंपाइलर रन करना चाहते हैं, मान लीजिए आप सी का कंपाइलर बना रहे हैं, तो सी लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग आप उस पर प्रोग्राम रन करेंगे, तो फ्रंट एंड आपने सेम रखा। अब बैक एंड किस पे डिपेंड कर रहा है, मशीन पे, किस मशीन पे आप उसको रन कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड सेम रखे और जिस जिस मशीन पे आप उसको रन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बैक एंड को चेंज करते जाएं, तो रीडू बैक एंड, ठीक है, यानी कि बैक एंड को आप क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, रीडू बैक एंड। तो सेम फ्रंट एंड रीडू बैक एंड, इसका मतलब क्या हुआ, आपने कंपाइलर बनाया विद सेम सोर्स लैंग्वेज एंड इट रन ऑन अ डिफरेंट मशीन, सेम सोर्स लैंग्वेज है बट इट रन ऑन अ डिफरेंट मशीन, ठीक है। सो दैट इज द कंपाइलर फॉर सेम सोर्स लैंग्वेज फॉर डिफरेंट मशीन। नाउ दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए इसका रिवर्स पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं कि हमें सेवरल कंपाइलर बनाने, सेवरल कंपाइलर, ठीक है, वो सिंगल मशीन, एक मशीन के लिए, सेवरल कंपाइलर फॉर सिंगल मशीन, यानी एक ही मशीन के लिए हम नंबर ऑफ कंपाइलर बनाना चाहते हैं। तो अब देखिए मशीन एक ही है तो आपका बैक एंड क्या रहेगा, सेम रहेगा, मशीन डिपेंडेंट, ठीक है, प्लेटफॉर्म सेम है आपका, बट अब ऑब्वियसली अलग अलग कंपाइलर बनाना चाहते हैं, यानी कि उसका सोर्स डिफरेंट होगा। सो उस केस में आप क्या लिखेंगे, दैट डिफरेंट फ्रंट एंड, ठीक है, या रीडू फ्रंट एंड भी बोल सकते हैं, डिफरेंट फ्रंट एंड, फ्रंट एंड डिफरेंट रखेंगे आप, प्लस सेम बैक एंड, बैक एंड आपको क्या रखना है, सेम रखना है। सो अगर आप इस तरीके का कोई लॉजिक यूज करते हैं, यानी कि आप डिफरेंट कंपाइलर्स बना रहे हैं फॉर अ सिंगल मशीन, तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो हमने क्या बनाया, एक कंपाइलर बनाया फॉर अ डिफरेंट मशीन, क्लियर है। तो दैट इज द मेन लॉजिक ऑफ फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से उसे डिवाइड किया है, देन इट इज यूजफुल टू क्रिएट सच टाइप ऑफ फॉर्मेशन, क्लियर, थैंक यू। ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर, देखिए लेक्सिकल एनालाइजर इज वन एनालाइजर को हम क्या बोलते हैं, स्कैनर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मेन टास्क आप जो बोले लेक्सिकल एनालाइजर का क्या होता है, इट टेक्स द आउटपुट ऑफ प्री प्रोसेसर। अगर आप प्री प्रोसेसिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो पहले जो भी सोर्स कोड है वो आप प्री प्रोसेसर पे अप्लाई करेंगे, सोर्स कोड इज अप्लाइड टू प्री प्रोसेसर, ठीक है। नाउ प्री प्रोसेसर का जो भी आउटपुट होता है दैट इज अगेन इट इज अ सोर्स कोड, दैट इज मॉडिफाइड सोर्स कोड बोल सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें मैक्रो एक्सपांशन एंड डेफिनेशन इनबिल्ट होगी, दैट इज अप्लाइड टू LA। LA इज लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है, एज अ इनपुट व्हिच इज प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज का इनपुट होगा। इट रीड्स द कैरेक्टर फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम एंड ग्रुप देम इनटू अ लेक्सिक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अब देखिए यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर का मेन टास्क क्या है, जो भी सोर्स कोड आप लेक्सिकल एनालाइजर में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इट रीड्स द स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, यानी कि ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर
रीडिंग परफॉर्म होगी। यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, जो भी आपका इनपुट है, मान लीजिए आपने लिखा a इक्वल्स टू b प्लस c, ठीक है, तो आपका वन बाय वन कैरेक्टर रीड होगा और उसके बाद वो डिसीजन टैग करेगा इज देयर इज एनी स्ट्रीम दैट इज कॉल्ड टोकन, ठीक है। लैक्सिम, कोई लैक्सिम जनरेट हो रही है क्या आपकी, और ईच लैक्सिम करस्पॉन्ड टू अ टोकन, हर एक लैक्सिम क्या होगा, एक टोकन में कन्वर्ट होगा आपका। मान लीजिए आपने स्टेटमेंट लिखा इंट a कॉमा b, ठीक है, मान लीजिए ये लिखा आपने। सो आपने दो इंटीजर टाइप वेरिएबल डिफाइन किए। सो लेक्सिकल एनालाइजर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, ठीक है। रीड इनपुट कैरेक्टर फर्स्ट आई रीड किया इसने ना, उसके बाद नेक्स्ट एन। अब देखिए हर एक कैरेक्टर को रीड करने के बाद वो चेक करेगा कि क्या उसको उसके करस्पॉन्डिंग को टोकन जनरेट करना है। सो इन दैट केस जब तक वो कंप्लीट लैक्सिम नहीं मिलेगी उसे, वो टोकन जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे आई एन एन टी, ये कंप्लीट 3 वर्ड उसने रीड किए, 3 कैरेक्टर, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट उसे एक स्पेस मिली। सो आफ्टर गेटिंग स्पेस ही चेक दैट इट इज द लैक्सिम, ये लैक्सिम है क्या आपकी। लैक्सिम कब बोलेंगे हम, व्हेन इट फॉलो सम पैटर्न, ठीक है, वो किसी पैटर्न को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। यानी कि देखिए यहाँ पे आपका देखा इंटीजर, इंटीजर किस टाइप का है, कीवर्ड का है, ठीक है। तो कीवर्ड का एक पैटर्न होगा, 32 कीवर्ड्स होते हैं आपके, क्लियर है। सो इंटीजर किसी कीवर्ड को सेटिस्फाई कर रहा है, उस पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग लेक्सिकल एनालाइजर इस लेक्सिम को के लिए एक टोकन जनरेट कर देगा, दैट इज कॉल्ड टोकन, क्लियर है। टोकन मतलब उसकी इंफॉर्मेशन वो सिंबल टेबल में अपडेट कर देगा, तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दैट टोकन इज अपडेट इनटू द सिंबल टेबल, क्लियर है। So that is the main task of the lexical analyzer. So it reads the stream of characters, ठीक है, कैरेक्टर के स्ट्रीम रीड करते हैं, that is called lexeme, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्सिम बोलते हैं, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, each lexeme correspond to a token, ठीक है। लैक्सिम क्या आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, each lexeme correspond to token, token are defined by regular expression which are understood by lexical analyzer। तो देखिए ये जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, पैटर्न इज नथिंग बट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि लेक्सिकल एनालाइजर is based on the regular language, regular grammar और regular expression, यानी यहाँ पे जो यूज होने वाला है that is all about the regular, right? जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है इसकी कोडिंग भी आपकी रेगुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग की जाती है, ठीक है। सो इन दैट केस अगर आप देखें, सो लेक्सिकल एनालाइजर लैक्सिम की करस्पॉन्डिंग एक टोकन जनरेट कर रहा है, जो लैक्सिम किसी पर्टिकुलर पैटर्न को क्या कर रही है, आपके फॉलो कर रही है। इफ द लैक्सिम फॉलो द पर्टिकुलर पैटर्न, ठीक है। तो देखिए जनरली लेक्सिकल एनालाइजर से इंट रीड किया, अब इसके करस्पॉन्डिंग वो सर्च करेगा किसमें, सिंबल टेबल। इफ सिंबल टेबल, जो सिंबल टेबल है आपकी, ठीक है, इफ द सिंबल टेबल कंटेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, यानी कि आपका इंटीजर एज अ कीवर्ड वहां पे स्टोर होगी उसकी डेफिनेशन इंटीजर की, क्योंकि इंटीजर की डेफिनेशन इनबिल्ट होती है, इंटीजर क्या आपका कीवर्ड है, तो उसकी डेफिनेशन अगर वहां सिंबल टेबल में आपको इनबिल्ट मिल जाती है, सो वो उसके लिए क्या करेगा, एक टोकन जनरेट करेगा, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर लैक्सिम के लिए, हर एक लैक्सिम के लिए क्या क्या सर्च करता है, वो सर्च करता है कि वो लैक्सिम क्या आपका कीवर्ड है, या कोई आइडेंटिफायर है, या कोई डेलिमिनेटर है, या कोई पंक्चुएशन सिंबल है, कोई स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। कोई भी इनबिल्ट पैटर्न विद द सिंबल टेबल अगर मैच होता है, देन इट प्रोड्यूस द टोकन, ठीक है। यानी आपने कोई भी पैटर्न जो है वो किसी, जो भी एक्सप्रेशन आपने लिखा वो किसी इनबिल्ट पैटर्न को सैटिस्फाई करता है, तो वो क्या करेगा, टोकन जनरेट करेगा। अदरवाइज वो क्या जनरेट कर देगा, आपका एरर जनरेट करेगा इफ इट इज नॉट अ वैलिड टोकन। अगर वो वैलिड टोकन नहीं है तो लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। तो देखिए हर एक कीवर्ड के लिए, हर आइडेंटिफायर के लिए, ठीक है, या हर स्पेशल पंक्चुएशन सिंबल के लिए, डेलिमिनेटर के लिए, हर एक के लिए आपके पास सिस्टम में प्री डिफाइंड रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है, यानी कि पैटर्न होते हैं, क्लियर है। और हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न को रिकॉग्नाइज किसके थ्रू करेंगे हम, यूजिंग फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सिंपल सा टर्म अगर आप देखें, सो जो आपका रेगुलर लैंग्वेज और एक्सप्रेशन, हम एक टर्म डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, दैट इज रेगुलर लैंग्वेज और एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज और एक्सप्रेशन is used to specify, is used to specify, regular language or expression is used to specify pattern, is used to specify pattern, and finite automata is used to recognize pattern,
ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा इज यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टोकन, यानी उस पैटर्न के करस्पॉन्डिंग अगर आपने कोई लेक्सिम क्रिएट की, कोई टोकन क्रिएट करना चाहते हैं, सो दैट टोकन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सम फाइनाइट ऑटोमेटा। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, फॉर द कीवर्ड्स, अगर कीवर्ड की बात करते हैं हम, इन केस ऑफ कीवर्ड के केस में अगर आप बात करें, सो इन दैट केस फॉर ईच कीवर्ड देयर इज अ फाइनाइट ऑटोमेटा, एक फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। फाइनाइट ऑटोमेटा आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि सेट ऑफ स्टेट से, मान लीजिए आप इंटीजर की बात करें तो हर एक कैरेक्टर जो होगा वो स्टेट का एक ट्रांजेक्शन बनाएगा। दिस स्टेट आई इनपुट दिया, आप नेक्स्ट स्टेट पे गए, फिर n इनपुट आने पे नेक्स्ट स्टेट पे गए, फिर t इनपुट आने पे नेक्स्ट स्टेट पे गए, एंड दैट स्टेट इज फाइनल। सो आपका हर एक लेक्सिम, ठीक है, जिसके लिए आप टोकन जनरेट करना चाहते हैं, यू जस्ट चेक दैट लेक्सिम इन दी फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड इफ इट सेटिस्फाई देन यू कैन जनरेट द टोकन फॉर दैट लेक्सिम। क्लियर है? तो वो आपकी जो स्ट्रीम है कैरेक्टर की, ठीक है, जिसको आपने लेक्सिम के लिए ट्रीट किया है, इट शुड फॉलो सम पैटर्न। तो देखिए ये एक पैटर्न हो गया आपका। ऑब्वियसली आपने इंट एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका एक्सप्रेशन भी क्या बन जाएगा, इंट बन जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। ऐसे जितने आपके 32 कीवर्ड्स होते हैं, दैट ऑल फॉर ऑल कीवर्ड्स, यहाँ पर आपका क्या होगा, एक ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है, दैट इज इनबिल्ट, ये फिक्स है आपका सिस्टम में। तो इंट एक्सेप्ट हुआ, मान लीजिए आपने फ्लोट के लिए लिखा FLO, ठीक है, FLO A and T, दैट इज फ्लोट। जैसे ही T एंड होगा दैट इज एक्सेप्टिंग स्टेट, ठीक है। तो जब भी कोई लेक्सिम एक वैलिड पैटर्न को फॉलो कर रही है, सो उसके लिए क्या होगा, आपका टोकन जनरेट होगा। जैसे आपने कीवर्ड के लिए लिखा, दैट इज फॉर कीवर्ड। अगर आप आइडेंटिफायर की बात करें, फॉर आइडेंटिफायर के लिए अगर हम फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो फॉर आइडेंटिफायर हम यूज करते हैं यहाँ पर, इनिशियल स्टेट है आपका, ठीक है। आइडेंटिफायर का जो पैटर्न होता है, जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, पैटर्न इज नथिंग बट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो रेगुलर लैंग्वेज या एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ पैटर्न। जो पैटर्न आपको स्पेसिफाई करना है वो किसके थ्रू होगा, आपका, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन या लैंग्वेज। तो अगर मैं इसका आइडेंटिफायर का एक्सप्रेशन की बात करूं, तो आइडेंटिफायर में क्या लिख सकते हैं आप, इनिशियली कोई भी एक लेटर हो सकता है आपका, ठीक है, इट मस्ट बी स्टार्ट विद लेटर। कोई भी आइडेंटिफायर है आपका लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, ये कंडीशन है आपकी। उसके बाद आप कितने भी लेटर प्लस डिजिट्स ले सकते हैं, ठीक है। इट इज डिपेंड्स, देखिए अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी मैक्सिमम साइज क्या कंडीशन आपने लिखी है। बट हम जनरली क्या बोलते हैं कि यू कैन टेक एनी लेंथ ऑफ लेटर प्लस डिजिट्स, ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं यहाँ पर। और लास्ट में अगेन आपने क्या बोल दिया, अदर कोई भी स्पेशल आप सिंबल भी यूज कर सकते हैं, अदर कोई भी सिंबल होगा वो आ जाएगा। तो लेटर प्लस डिजिट होल स्टार अदर। तो देखिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे अगर हम इस एक्सप्रेशन का, तो क्या लिखेंगे हम, दैट इज लेटर, ठीक है। फिर आपने लूप लगा दिया, दैट इज लेटर एंड डिजिट्स, ठीक है, लेटर और डिजिट दोनों का कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं। या तो लेटर यहां से लूप से कितने भी लेटर रीड कर सकते हैं, या डिजिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। और अदर कोई भी कैरेक्टर है आपका, सो यू कैन रीड दैट एंड गो टू फाइनल स्टेट, ठीक है। सो दैट इज लेटर प्लस डिजिट होल स्टार, एंड अदर कोई अगर आप कैरेक्टर यूज करते हैं तो दैट गोज टू फाइनल स्टेट। तो इस टाइप से अगर कोई भी आप आइडेंटिफायर यूज करते हैं, ठीक है, सो इन दैट केस आइडेंटिफायर भी आपका क्या होगा, एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा। दैट फॉलो मस्ट बी फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। क्लियर है? वो किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। तो दैट इज द मेन टास्क ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या कर रहा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करेगा, इन पर्टिकुलर लेक्सिम के लिए टोकन जनरेट करेगा, जो लेक्सिम आपका किसी पैटर्न को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। क्लियर है? गॉट इट? नाउ देखिए अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर, एट फर्स्ट हमने स्टेटमेंट लिखा a equals to 10, then how many tokens are created for this? कितने टोकन क्रिएट होंगे आपके इस एक्सप्रेशन के लिए? तो देखिए यहाँ पे a is a identifier, तो इसके लिए एक टोकन आएगा आपका, that is first token. असाइनमेंट, तो देखिए फॉर ईच ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर है आपके, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लेस देन, इक्वल्स टू, सबके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी इनिशियल स्टेट पे अगर आपने बोला कि असाइनमेंट है,
सो दैट गोज टू फाइनल स्टेट। अगर आपका डबल असाइनमेंट है दैट आल्सो गोज टू फाइनल स्टेट, यानी कि आप टू असाइनमेंट जो कंपैरिजन वाले यूज करते हैं दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर एंड दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी कंपेयर करना है कि लेफ्ट साइड जो लिखा है वो राइट साइड के इक्वल है या नहीं। सो सिंगल आया तो भी एक ऑपरेटर होगा एंड डबल इक्वल इज अगेन सिंगल ऑपरेटर, ये एक सिंगल ऑपरेटर की तरह ट्रीट करेगा, इसलिए डबल इक्वल पे भी आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फाइनल स्टेट पे जा सकता है। सो दैट इज द ऑपरेटर। सो इस तरीके से अगर आपका कोई एक्सेप्ट हो रहा है स्ट्रिंग को आप जब तक रीड करेंगे और फाइनली वो या तो आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं या फिर आप क्या बोल रहे हैं इक्वल के बाद अगर इक्वल आता है तो आपने इनिशियल स्टेट से उसको फिर से डिजाइन कर दिया, या तो ये पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू सबके लिए आपका ऑटोमेटा एग्जिस्ट करेगा। सो इसके लिए एक टोकन जनरेट हुआ। नाउ दैट इज ये सेकंड टोकन, थर्ड टोकन एंड फोर्थ टोकन। सो टोटल कितने टोकन जनरेट होंगे यहाँ पे, दैट इज 4 टोकन। ठीक है, तो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट 4 टोकन फॉर दिस स्टेटमेंट। इसके लिए 4 टोकन जनरेट होंगे आपके। मान लीजिए मैंने एक स्टेटमेंट प्रोग्राम स्टेटमेंट लिखा दैट इज इंट a 10। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट आपने लिखा देन हाउ मेनी टोकन्स आर देयर, जस्ट पुट सेमीकोलन। देखिए 1 2, फिर ब्रैकेट के लिए ओपनिंग ब्रैकेट के लिए एक टोकन बनेगा आपका 3, फिर उसके अंदर जो डिजिट लिखी है आपने 4 5 एंड 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल आपके 6 टोकन यहाँ पर जनरेट होंगे। ठीक है, तो दैट इज 6 टोकन। मान लीजिए आपने लिखा c इक्वल्स टू a प्लस b, देन हाउ मेनी टोकन्स, तो देखिए 1, फिर असाइनमेंट के लिए 2, फिर 3, फिर प्लस के लिए 4 5 एंड 6, अगेन 6 टोकन्स आते हैं, दैट इज 6 टोकन्स। यहाँ पे भी कितने हैं, 6 टोकन्स है। फिर आपने लिखा दैट इज abc इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो abc इक्वल्स टू 10, यानी कि इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, अगर मान लीजिए आपका इस तरीके से लिखा है तो देखिए abc कंप्लीट अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इसको आपको सिंगल वेरिएबल यानी आइडेंटिफायर सर्च करना है। सो abc दैट इज सिंगल टोकन, फिर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो कितने टोकन आएंगे आपके, दैट इज 4 टोकन। ठीक है, दैट इज 4 टोकन। क्लियर? सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कितने टोकन होंगे आपके, 4 टोकन। आपने कोई आइडेंटिटी जो डेटा टाइप यूज किया है, मान लीजिए आपने लिखा कैरेक्टर a इक्वल्स टू a। ठीक है, तो देखिए कैरेक्टर a इक्वल्स टू है, तो जो इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखते हैं दैट इज सिंगल टोकन। सो 1 2 3 4 5, कितने टोकन आएंगे आपके, 5 टोकन्स। ठीक है, तो देयर आर 5 टोकन। मान लीजिए आपने लिखा है इस टाइप से दैट लाइक कैरेक्टर a इक्वल्स टू abc, सो अगेन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने लिखा है तो दैट इज सिंगल टोकन, यानी कि आंसर आपका एग्जैक्टली सेम रहेगा 5 टोकन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5, सो अगेन 5 टोकन्स आपके क्रिएट होंगे यहाँ पर। नाउ इफ यू राइट लाइक इस तरीके से हमने लिखा दैट इज एक printf स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम, printf इन्वर्टेड ब्रैकेट %d, ठीक है, @a and red b, how many tokens are there, let's find कितने टोकन होने चाहिए यहाँ पर, राइट। तो देखिए कितने होंगे, तो फर्स्ट आपने देखा दैट इज printf, दैट इज सिंगल फंक्शन नेम। ठीक है, सो एक टोकन इसके लिए जनरेट होगा। सेकेंड यहाँ पर नाउ इन्वर्टेड ब्रैकेट में आपने जो भी लिखा दैट ऑल आर सिंगल टोकन, चाहे वो डबल इन्वर्टेड हो या सिंगल इन्वर्टेड, तो दैट इज थर्ड टोकन। फोर्थ 5 6 7 8 9 10 एंड 11, टोटल कितने टोकन आ गए आपके, दैट इज 11 टोकन्स। ठीक है, सो इट जनरेट 11 टोकन्स। क्लियर? सो इन दैट केस आपके टोटल टोकन्स कितने होंगे, दैट इज 11। सो आप ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिखा दैट इज कैरेक्टर a इक्वल्स टू, ठीक है,
कैरेक्टर इक्वल्स टू हमने लिखा दैट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो इन दैट केस आपका जो भी आप ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं दैट इज सिंगल टोकन। सो 1 2 3 4 एंड 5, तो कितने टोकन होंगे आपके? दैट इज 5 टोकन्स। गॉट इट? सो टोटल कितने टोकन होंगे आपके? 5 टोकन्स। नाउ आफ्टर देन मान लीजिए आपने इस पर्टिकुलर printf स्टेटमेंट को हम इस टाइप से लिखते हैं, दैट इज printf, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिखा है इसको, printf %d इन्वर्टेड ब्रैकेट में, अगेन %d, ठीक है, पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा आपने, एंड देन यू अप्लाई कॉमा, ठीक है, फिर आपने लिखा, अब देखिए कॉमा लगा के आपने एंटर मार दिया और लाइन चेंज हो गई आपकी, क्लियर है? एंड यू राइट द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट लाइन @a and b, ठीक है, एंड %a and b। सो व्हाट इज दिस? क्या ये यहाँ पर आपका टोकन जनरेट करेगा? क्या इट जनरेट एरर? तो देखिए यू कैन राइट अ सिंगल टोकन इनटू अ सिंगल लाइन। आपको एक कंप्लीट टोकन जो एक वैलिड लेक्सिम है, एक वैलिड लेक्सिम को एक लाइन में लिखना है, ठीक है, उस लेक्सिम को ब्रेक नहीं कर सकते आप। अब अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आपकी 10 लेक्सिम बन रही है तो 10 लेक्सिम को आप 10 अलग अलग लाइन में लिख दी, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, बट एक कंप्लीट लेक्सिम आपकी एक लाइन में होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो दैट इज printf दैट जनरेट सिंगल टोकन, फिर ये आपका एक टोकन जनरेट करेगा सेकंड, फिर इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा दैट इज कंप्लीट अ टोकन, सो 1 2 3, ठीक है, फिर कॉमा दैट इज 4th टोकन, फिर यहाँ पे ये आपका 5 टोकन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी दैट इज 5 एंड दैट इज 6th, फिर 7 8 9 10 एंड 11, एक्जैक्टली 11 टोकन्स जो आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन में बन रहे हैं वही बनेंगे। सो इट इज करेक्ट, ठीक है, देयर इज नॉट एनी एरर, नॉट एनी एरर, कोई एरर नहीं होगी आपकी, क्लियर है? सो इट इज करेक्ट, देयर इज नॉट एनी एरर बिकॉज आपका जो कंप्लीट टोकन है वो एक ही लाइन में, printf एक लाइन में, ब्रैकेट एक लाइन में आपका, फिर जो थर्ड टोकन इन्वर्टेड ब्रैकेट में लिखा है, फिर कॉमा, उसके बाद जो आप नेक्स्ट लाइन में लिख रहे हैं दैट इज अगेन सेपरेट टोकन्स। सो देयर इज नॉट एनी एरर, लेक्सिकल एनालाइजर यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। इफ यू राइट लाइक printf %d, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एंटर मार दिया एंड लिख दिया %d ब्रैकेट कॉमा एड्रेस ऑफ a एंड एड्रेस ऑफ b, ठीक है। इफ यू राइट लाइक दिस देन इट जनरेट एरर और नॉट? इन दैट केस ये एरर जनरेट करेगा नहीं, ये अलग लाइन है आपकी एंड दैट इज द सेकंड लाइन। सो आपने printf is correct, no issue, फिर ब्रैकेट देयर इज नॉट एनी इशू, बट इन दैट केस जो यहाँ पर आपने लिखा है एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन इज अ सिंगल टोकन, ठीक है, इन्वर्टेड ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपका सिंगल टोकन है एंड यू ब्रेक अ सिंगल टोकन इनटू मल्टीपल लाइंस, दैट्स व्हाई इट जनरेट एरर। तो यहाँ पे आपकी क्या आएगी? एरर आएगी, लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट द एरर फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, बिकॉज हमने क्या किया, सिंगल टोकन को मल्टीपल लाइन में लिखा है। सो सिंगल टोकन शुड बी राइट इन अ सिंगल लाइन, वी कैन नॉट ब्रेक सिंगल टोकन इनटू मल्टीपल लाइन, ठीक है। यानी एक सिंपल स्टेटमेंट हम क्या बोलेंगे कि सिंगल टोकन शुड बी इन अ सिंगल लाइन, ठीक है। एक कंप्लीट टोकन आपका एक सिंगल लाइन में होगा तभी वो वहां पे करेक्टली टोकन जनरेट करेगा। सिंगल टोकन या हम क्या बोल सकते हैं इसको, दैट इज लेक्सिम, ठीक है, यानी लेक्सिम एट द एंड टोकन में कन्वर्ट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हमने टोकन वर्ड यूज किया कि जिसके लिए भी आप टोकन जनरेट कर रहे हैं शुड बी इन अ सिंगल लाइन, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे आपने लिखा लाइक दैट कैरेक्टर ए, ठीक है, इक्वल्स टू हेलो फिर वर्ल्ड, क्लियर है?
केस आपने हेलो एक फर्स्ट लाइन में लिखा है, वर्ड सेकंड लाइन में लिखा, तो इट जनरेट एरर, ये आपका एरर जनरेट करेगा, इट जनरेट एरर बिकॉज द सिंगल टोकन इज ब्रेक इनटू अ मल्टीपल लाइन। ठीक है, तो एरर क्या होगी आपकी, एरर इज दैट, एरर इज मल्टीपल लाइन एरर। ठीक है, हम क्या एरर बोलेंगे, दैट इज मल्टीपल लाइन। सिंगल टोकन शुड बी इन अ सिंगल लाइन, एक टोकन आपका एक कंप्लीट लाइन में होगा, तभी वो करेक्टली क्या करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? सो दैट इज द मेन वर्किंग ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर का पहला टास्क आपने क्या बोला कि दैट इज द जनरेट टोकन। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर और क्या करता है आपका, सो टोकन जनरेट करेगा। ठीक है, फर्स्ट टास्क आपने क्या बोला, इट जनरेट टोकन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, इट रिमूव ब्लैंक स्पेस। ठीक है, ब्लैंक या व्हाइट स्पेस बोल सकते हैं, इट रिमूव ब्लैंक और व्हाइट स्पेस। ठीक है, जनरेट टोकन्स, इट रिमूव ब्लैंक और व्हाइट स्पेस, ब्लैंक या व्हाइट स्पेस जो होगी उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। व्हाइट स्पेस ब्लैंक स्पेस का मतलब क्या हुआ आपका, मान लीजिए आपने कोई स्टेटमेंट लिखा इंट, उसके बाद ए लिखा और फिर कुछ स्पेस के बाद इक्वल और फिर 10 लिख रहे हैं, सो इन दैट केस इट जनरेट, इट रिमूव दैट व्हाइट स्पेसेस, जो एक्स्ट्रा स्पेस अदर देन रिक्वायर्ड स्पेस यूज किए, दैट इज कॉल्ड ब्लैंक और व्हाइट स्पेस। तो इस टाइप की स्पेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, इट रिमूव कमेंट्स, जो भी प्रोग्राम में आपने कमेंट्स लिखे होंगे वो सारे आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो इट रिमूव कमेंट्स, व्हाइट स्पेस ब्लैंक स्पेस। ठीक है, और टोकन जनरेट करना है तो टोकन का प्रोसीजर क्या है कि फर्स्ट सर्च सिंबल टेबल। ठीक है, इफ सिंबल टेबल कंटेन दैट लेक्सिंग एज अ कीवर्ड देन इट जनरेट टोकन, और इट exist as an identifier or as a special character punctuation symbol, so in all that cases अगर उसको वो पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है, then it generate tokens, otherwise it generate error। ठीक है, तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि it use regular language, लेक्सिकल एनालाइजर के लिए हम वर्ड क्या बोलेंगे, it use regular language और regular grammar और finite automata, finite state automata for design of lexical analyzer। So lexical analyzer की डिजाइनिंग के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, रेगुलर लैंग्वेज, ग्रामर, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू डिजाइनिंग ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर। तो लेक्सिकल एनालाइजर इज बेस्ड ऑन द रेगुलर लैंग्वेज और ग्रामर। अगर आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ लैंग्वेज और ग्रामर LA is best, lexical analyzer is best, तो हम क्या बोलेंगे, it is based on the regular family। ठीक है, किस पे बेस्ड होगा, ये रेगुलर लैंग्वेज या ग्रामर पे बेस्ड होगा ना। अब एक यहाँ पे हमने बोला एरर किस टाइप की फाइंड कर रहा है, इट फाइंड द एरर व्हेन सिंगल टोकन इज ब्रेक इनटू अ मल्टीपल लाइंस। अब मान लीजिए आपका सिंगल टोकन जो है उसके करस्पॉन्डिंग देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई एरर जनरेट होगी तो वो कौन कौन सी एरर लेक्सिकल एनालाइजर में हम फाइंड करते हैं, यानी कि एरर्स इन लेक्सिकल एनालाइजर अगर हम देखते हैं, एरर्स इन लेक्सिकल एनालाइजर, लेक्सिकल एनालाइजर में क्या क्या एरर हो सकती है। सो एरर डिटेक्ट इन लेक्सिकल एनालाइजर, कौन कौन सी एरर लेक्सिकल एनालाइजर डिटेक्ट करेगा आपका, तो फर्स्ट वन इज, फर्स्ट नेम ऑफ एरर इज, फर्स्ट एरर इज, अगर देखिए एरर का मतलब यहाँ पे हमने फर्स्ट जो बेसिक एरर थी वो हमने देख ली कि अगर एक सिंगल टोकन को मल्टीपल लाइन में ब्रेक करेंगे तो दैट इज द एरर। नाउ अदर देन दैट जो एरर आपकी होती है, दैट इज फर्स्ट वन इज न्यूमेरिक literal that are too long, that are too
लॉन्ग, ठीक है, न्यूमेरिक लिटरल दैट आर टू लॉन्ग, यानी कि आपने न्यूमेरिक लिटरल अगर कोई डिफाइन किया है, उसकी साइज जो है दैट इज बिहाइंड द साइज ऑफ पर्टिकुलर डेटा टाइप, या आप जो डेटा टाइप यूज कर रहे हैं उससे ग्रेटर साइज वाला आपने नंबर उसमें स्टोर किया है, तो उस केस में आपका लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। लाइक एग्जांपल क्या बोलेंगे आप, हमने बोला दैट एंड a इक्वल्स टू, आपने लिखा लेंट a इक्वल्स टू दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से आपने कोई लार्ज नंबर लिख दिया। सो इन दैट केस आपने ये जो एक्सप्रेशन लिखा, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम इन द एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन करेक्ट है आपका, ठीक है, बट लेक्सिकल एनालाइजर एरर जनरेट करेगा बिकॉज द साइज ऑफ दिस लिटरल 1 2 3 4 5 6 7 8 इज वेरी लार्ज, दैट इज टू लॉन्ग, ठीक है। यानी अगर आप इंटीजर की साइज जो है अगर वो आप 2 बाइट ले रहे हैं, साइज ऑफ इंट कितनी है आपकी, इज इक्वल्स टू 2 बाइट, सो इन दैट केस मैक्सिमम आप जो नंबर स्टोर कर सकते हैं 2 बाइट यानी 16 बिट, तो 2⁻16 आपका मैक्सिमम नंबर होगा, दैट इज 65535, ठीक है, यानी मैक्सिमम नंबर आप कौन सा होगा, दैट इज 65535 इज द मैक्सिमम नंबर, ठीक है, क्लियर। सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि ये जो आपका होगा दैट जनरेट एरर, ठीक है, सो इट जनरेट एरर, इस केस में आपका एरर जनरेट होगा। तो इस टाइप से अगर आपने कुछ लिखा है तो एक एरर तो ये देगा लेक्सिकल एनालाइजर। सेकंड, लॉन्ग आइडेंटिफायर, लॉन्ग आइडेंटिफायर्स यानी आप जो आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं उसका नेम या आपने जो भी कैपेसिटी है उससे लार्जर लेगी, ठीक है, लॉन्ग आइडेंटिफायर यानी साइज ऑफ नेम ऑफ द वेरिएबल इज टू लार्ज, ठीक है, क्या बोलेंगे हम, साइज ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल इज लार्ज, ठीक है। जैसे आपने बोल दिया किसी भी फंक्शन का नेम लिखा है आपने, ठीक है, इट इज द नेम ऑफ फंक्शन इज मोर देन द स्पेसिफाइड नेम, यानी कोई स्पेसिफिक नेम के स्पेसिफाइड साइज के बियॉन्ड अगर आपने किसी फंक्शन का नेम ले लिया या किसी वेरिएबल का नेम ले लिया, सो इन दैट हम क्या बोलेंगे कि रेगुलर उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग आपका जो आइडेंटिफायर है वो एरर जनरेट करेगा, बिकॉज जो भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं, ठीक है, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई मैक्सिमम साइज, तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपका एक मैक्सिमम साइज के बियॉन्ड नहीं जाएगा, ठीक है, उसकी भी एक लिमिटेशन होगी। इफ यू क्रॉस दैट लिमिट, दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे कि वो आपका क्या होगा, एरर जनरेट करेगा। मान लीजिए आपने लिखा एंड और फिर आपने एक वेरी लार्ज साइज का वेरिएबल नेम ले लिया, ठीक है, दैट इज दिस, एंड इसके बाद आपने कोई वैल्यू असाइन करी उसमें, सो इट जनरेट एरर, इस केस में आपकी क्या आएगी, एरर जनरेट, सो दैट इज लॉन्ग आइडेंटिफायर। सो लॉन्ग आइडेंटिफायर के केस में आपका क्या आएगा, एरर आएगा। Now the next error that is detected by the lexical analyzer is ill-formed numeric literal. देखिए ill-formed numeric literal का मतलब क्या हुआ, आपने यानी कि लाइक आपने एक्सप्रेशन लिखा लाइक int a equals to $123, ठीक है, so that is definitely not possible, it is not an integer, ठीक है, ये आपका integer नहीं है, it is not a integer, ठीक है। अब कोई integer exist ही नहीं कर रहा है आपने, और वो वैल्यू आप क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर integer वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, that it generate error, इस केस में यहाँ पे क्या आएगी, आपकी एरर जनरेट होगी, so it generate error, ठीक है, so it generate error because it is ill-formed literal, यानी जो आपका फॉर्मेट है उससे बाहर जा रहा है, ठीक है, फॉर्मेट कोई फॉलो नहीं कर रहा आपका, that's why it is called ill-formed literal. Now other than that, ये जो हमने एरर्स देखी जो लेक्सिकल एनालाइजर फॉर्म करेगा, इसके अलावा मान लीजिए आपका कोई इनपुट कैरेक्टर है, ठीक है, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज जिस पर्टिकुलर अल्फाबेट्स पे डिजाइन, यानी ऑब्वियसली अगर आपने किसी प्रोग्राम को डिजाइन किया या किसी कंपाइलर को आप डिजाइन कर रहे हैं तो वो भी किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे ही डिजाइन होता है, तो अगर आपका इनपुट कैरेक्टर जो इनपुट है वो उस पर्टिकुलर सोर्स लैंग्वेज को फॉलो ही नहीं कर रहा,
यानी जिस सोर्स लैंग्वेज पे आप वर्किंग करना चाहते हैं उस सोर्स लैंग्वेज को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है, सो इन दैट केस वो क्या होगा, आपका एरर जनरेट करेगा। यानी मान लिया आपने ऐसा कैरेक्टर लिख दिया हुआ प्रोग्राम में जो उस लैंग्वेज का ही नहीं, जिस लैंग्वेज पे वो कंपाइलर वर्क करेगा, सो इन दैट केस इट जनरेट एरर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इनपुट कैरेक्टर्स that are not in the source language. Input character that are not in the source language. ठीक है, जो सोर्स लैंग्वेज में नहीं होंगे। लाइक एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज कोई भी कैरेक्टर, इनपुट कैरेक्टर दैट इज नॉट इन अ सोर्स लैंग्वेज। लाइक आपने लिख दिया, मान लीजिए आप प्रोग्राम रन कर रहे हो, वहां पे कोई हिंदी का वर्ड ही लिख दिया आपने, दैट इज नॉट सपोर्टेड, या कोई आपने चाइनीज वर्ड लिख दिया, ठीक है, सो दैट इज आल्सो नॉट सपोर्टेड। सो इन दैट केस अगर इस टाइप से आपका कुछ एक्सप्रेशन बनता है, सो दैट जनरेट एरर। ठीक है, इस केस में आपकी क्या आएगी, एरर जनरेट होगी। सो जो इनपुट है आपका वो सोर्स लैंग्वेज को बिलोंग ही नहीं कर रहा है, सो अगेन इट जनरेट एरर। क्लियर है? सो दैट टाइप ऑफ एरर इज डिटेक्टेड बाय द लेक्सिकल एनालाइजर। अदर देन दैट, जो हमने देखा कि सिंगल टोकन शुड बी इन अ सिंगल लाइन, एक टोकन आपका एक लाइन में एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्लियर है? सो दैट मस्ट बी एग्जीक्यूट इन अ सिंगल लाइन। नाउ एक एग्जांपल देखते हैं, हाउ मेनी टोकंस कितने टोकन्स होंगे यहाँ पर इन दिस सेट। तो देखिए, अगर आपको एक फंक्शन दिया है लाइक इंट मैक्स x, y, फंक्शन कॉल किया, ठीक है, इसके अंदर आपने लिखा दैट इज इंट x, y, ठीक है, फिर आपने एक कमेंट डिफाइन की है, मैक्स ऑफ x, y, ठीक है, मैक्स ऑफ x, y, इंट मैक्स x, y, और फिर हमने ये लिख दिया। ठीक है, मान लीजिए हम मेन बॉडी जो है वो अंदर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्रैकेट हमने हटा दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया कि रिटर्न x greater than y, क्वेश्चन मार्क x कॉलन y। ठीक है, ये आपका क्या होता है, सिंगल लाइन इफ एल्स। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज सिंगल लाइन इफ एल्स। यहाँ हमने क्या लिखा, इंट मैक्स x, y, इंट x, y, ठीक है, एंड सो ऑन। Return if x is greater than y, then return x. If x is greater than y, then return x, else return y. यानी कि अगर ये ट्रू होता है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा है वो प्रिंट होगा, अदरवाइज कॉलन के बाद जो लिखा है वो प्रिंट होगा। तो दैट इज सिंगल लाइन इफ एल्स। ठीक है, नाउ हाउ मेनी टोकन्स, देखिए टोकन्स कितने बनेंगे आपके यहाँ पर। तो दैट फर्स्ट टोकन इंट के लिए, दैट इज फर्स्ट टोकन, फिर मैक्स के लिए आपका एक टोकन बनेगा, दैट इज सेकेंड, थर्ड इसके लिए, फोर्थ, 5, 6, 7 टोकन तो यहाँ बन गया, दैट इज 8, दैट इज 9, कॉमा के लिए 10, y is 11 एंड सेमीकोलन के लिए 12। नाउ एरर इसको क्या कर देगा, वो जस्ट रिमूव। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स को लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, रिमूव, इसके लिए कोई टोकन नहीं। 12 के बाद 13, क्लियर। फिर आपका रिटर्न स्टेटमेंट 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 and for this 25. So total token जो आपके जनरेट होंगे that is equals to 25. So it generate 25 token successfully. Clear? Because there is not any error in this
expression. So it generate 25 tokens successfully. तो इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन दिया हो सकता है, पोर्शन ऑफ प्रोग्राम दिया हो सकता है और पूछा जाए हाउ मेनी टोकन्स आर देयर, सो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। क्लियर? थैंक यू। On working of lexical analyzer. First question, the number of tokens in the following C statement is, number of tokens कितने होंगे आपकी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए टोकन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें फर्स्ट दिख रहा है दैट इज printf। तो printf फंक्शन दैट जनरेट अ सिंगल टोकन 1, फिर ओपनिंग ब्रैकेट के लिए एक टोकन आएगा आपका। नाउ वी नो दैट कि इन्वर्टेड ब्रैकेट में जितना भी लिखा है दैट ऑल जनरेट सिंगल टोकन। ठीक है, तो नेक्स्ट टोकन एक इसके लिए जनरेट होगा, फिर एक कॉमा के लिए, फिर आई, फिर कॉमा, फिर 10%। ठीक है, दैट आई, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट एंड फाइनली आपका सेमीकोलन के लिए। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, जस्ट सी वन मोर टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काउंट हो रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो 10 आपके टोकन्स जनरेट हुए। क्लियर? इन्वर्टेड ब्रैकेट में जो है दैट इज सिंगल टोकन। ठीक है, जो इन्वर्टेड ब्रैकेट में आप लिखते हैं दैट कंप्लीट काउंट इन अ सिंगल टोकन। ठीक है, सो आंसर इज सी। Now, next question number 2. In a compiler, keyword of language are recognized during. ठीक है, इन कंपाइलर कीवर्ड्स जो होते हैं लैंग्वेज के वो किस फेज में रिकॉग्नाइज होते हैं आपके? तो पार्सिंग ऑफ द प्रोग्राम, कोड जनरेशन में, लेक्सिकल एनालाइजर ऑफ द प्रोग्राम एंड डेटा फ्लो एनालिसिस। तो डेफिनेटली आप जब भी प्रोग्राम सोर्स कोड को पास करेंगे सो कीवर्ड्स इज आइडेंटिफाइड इन द लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, बेसिस ऑफ कीवर्ड कोड को पास करेंगे सो कीवर्ड्स इज आइडेंटिफाइड इन द लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है, बिकॉज़ इन द बेसिस ऑफ कीवर्ड इट जनरेट द टोकन्स। ठीक है, तो कीवर्ड इज आइडेंटिफाइड इन लेक्सिकल एनालिसिस फेज, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? A lexical analyzer use the following pattern to recognize three tokens T1 T2 T3 over the alphabet ABC। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर क्या कर रहा है? तीन पैटर्न यूज कर रहा है दैट इज T1 T2 T3। तीन टाइप के एक्सप्रेशन दिए हैं आपको। नॉट दैट ब्रैकेट x, ये जो आपका लिखा है x एंड क्वेश्चन मार्क मींस 0 और 1 अकरेंस ऑफ द सिंबल x। यानी अगर ऐसा पैटर्न कहीं लिखा हुआ है आपका तो इसका मतलब होता है कि x की लेंथ या तो 0 हो सकती है। ठीक है, यानी कि x या तो नल हो सकता है या फिर एग्जैक्टली वन टाइम x आपका जनरेट होगा। क्लियर है? सो लेंथ इज 0 और 1। क्लियर? नॉट also that the analyzer output the token that match the longest possible prefix। ठीक है, यानी कि आपका जो एनालाइजर है वो टोकन कब जनरेट करेगा? जब उसको लॉन्गेस्ट पॉसिबल प्रीफिक्स मिलेगी किसी भी इनपुट स्ट्रिंग की। क्लियर है? तो देयर इज अ स्ट्रिंग दिस, एक स्ट्रिंग दी है आपको, इफ द स्ट्रिंग इज दिस is processed by analyzer which of the following sequence of token it outputs। ठीक है, कौन सा सीक्वेंस ऑफ टोकन ये आउटपुट में जनरेट करेगा? तो देखिए अगर हम इसके एक्सप्रेशन लिखते हैं यानी कि हमने इसको एग्जैक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर कन्वर्ट करें तो T1 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका? तो देखिए T1 एक्सप्रेशन इज, हमने क्या बोला दैट फर्स्ट ए जो है दैट इज ऑप्शनल, या तो सिंगल ए आएगा आपका या नल आ सकता है। तो अगर हम नल पुट करेंगे तो क्या बनेगा? ये b/c होल स्टार यानी b+c होल स्टार एंड लास्ट वाला ए कंपलसरी है। या फिर अगर आप फर्स्ट ए को भी लेते हैं तो b+c होल स्टार ए। ये दो टाइप से आपके एक्सप्रेशन बन सकते हैं। नाउ T2 का क्या हो सकता है आपका? अगेन दैट a+c होल स्टार, लास्ट बी फर्स्ट बी ऑप्शनल था, या तो आप उसे इंक्लूड नहीं करें या फिर अगर आप उसको इंक्लूड करते हैं तो दैट इज दिस एक्सप्रेशन, ये बनेगा आपका दैट लास्ट विद बी। क्लियर? T3 के लिए आपने अगेन फर्स्ट c इज ऑप्शनल, सो b+c होल b+a होल स्टार लास्ट विद c। अगर आप फर्स्ट वाला इंक्लूड करते हैं तो c b+a होल स्टार लास्ट विद c। दैट इज द एक्सप्रेशन। ये एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे बन रहा है T1 T2 और T3 का। नाउ द इफ द स्ट्रिंग इज दिस इज प्रोसेस्ड by analyzer then which one of the following is a sequence of token it outputs।
ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है आपकी, दैट इज बी बी ए डबल बी डबल ए सी ए बी सी, ठीक है, ये स्ट्रिंग है आपकी 8 लेंथ की। तो डबल बी डबल ए कहां से जनरेट कर सकते हैं आप, देखिए फर्स्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं आप, सो स्टार्ट विद जो बी है आपका, दैट इज बी, दैट एक्सप्रेशन इज ए प्लस सी, ठीक है, दैट इज बी प्लस सी एंड बी प्लस ए, दैट इज करेक्ट। सो अगर हम यहाँ पर देखें, सो ऑप्शन दिया है आपको T1 T2 T3, T1 T1 T3, T2 T1 T3 एंड T3 T3, यानी आपको एक्सप्रेशन एक प्रीफिक्स लार्ज प्रीफिक्स फाइंड करना है जो किसी एक एक्सप्रेशन T1 T2 T3 में से किसी एक से क्या हो रहा है उसके पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखिए अगर मैंने बोला B से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग अगर जनरेट करते हैं तो B से स्टार्ट होने वाली आप या तो T1 से ले सकते हैं, यहाँ पर T2 से ले सकते हैं, T2 से भी ले सकते हैं और T3 से भी, बट T2 में आपका एग्जैक्टली एक ही B ले सकते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ ए लेने पड़ेंगे आपको और फिर आप बी को क्या करेंगे जनरेट कर पाएंगे। क्लियर है, दैट इज ओनली पॉसिबल दिस। तो डबल बी आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, अगर आप स्टार को नल पुट करें तो डबल बी आप T2 से भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग अगर T2 से देखें तो सिर्फ डबल बी रीड कर पाएंगे एट ए टाइम, यानी कि फर्स्ट डबल बी के लिए आपको एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा, इसको आपने T2 लिख दिया, फिर आपने यहाँ पे लिखा दैट इज डबल ए सी, देखिए डबल ए सी एंड ए एंड बी, ये पूरा आप एक स्ट्रिंग एज अ यूज कर सकते हैं, दैट इज दिस, ठीक है। इसकी प्लेस पे आपने T1 लिख दिया, दैट इज पॉसिबल, एंड लास्ट वाले को T3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये डबल ए सी ए बी, ये इतनी स्ट्रिंग आप डबल ए सी ए पूरा यहाँ से लिया और बी लास्ट वाला रेड करके अगेन T1 से, सॉरी दैट इज, हाँ T1 से भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इन दैट केस इतना लेना पड़ेगा आपको T1 से, अगर ये पूरा लिया तो आप T2 लिखेंगे यहाँ पे, दैट डबल बी T2 से लिया आपने, that is this and that is T2 also, ठीक है, क्योंकि देखिए डबल बी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, दो बी है आपके स्टार्ट एंड एंड, और उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन पूरा आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं एंड विद बी, और सिर्फ सी जनरेट करना है आपको, तो दैट इज आल्सो जनरेटेड फ्रॉम T3 से, तो T2 T2 T3 इस टाइप का एक्सप्रेशन आ सकता है। तो देखिए एक शॉर्ट एक्सप्रेशन आंसर जो दिख रहा है आपको दैट इज डी, कि सिर्फ T3 और T3 यानी दो बार में पूरा इनपुट स्कैन हो रहा है क्या आपका, क्योंकि आपको लार्जेस्ट प्रीफिक्स बनाना है तो कहीं ना कहीं इसमें लार्जेस्ट प्रीफिक्स बना होगा आपका, तो हम ट्राई करते हैं कि क्या T3 और T3 दो बार T3 को पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने पे ये कंप्लीट स्ट्रिंग आपकी हो सकती है। तो देखिए दैट स्ट्रिंग इज, अगर मैंने लिखा B B A A C A B C, तो T3 से आप बोल रहे हैं यहाँ पे B की स्ट्रिंग स्टार्ट होने के बाद B और A के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी भी लेंथ का जनरेट कर सकते हैं जब तक एक C नहीं मिलता आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखें डबल बी डबल ए एंड सी, ये पूरा पैटर्न आपको T3 से रिप्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद फिर अगेन A और B का कॉम्बिनेशन एंड एंड विद C, दैट इज आल्सो T3, यानी T3 से आप इसको क्या कर सकते हैं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसमें आपके एग्जैक्टली दो ही प्रीफिक्स बन रहे हैं, क्लियर। लेकिन अगर आप फर्स्ट देखते हैं तो डेफिनेटली अगर आपने तीन पार्ट में यूज किया है तो तीन प्रीफिक्स आपने यूज किए होंगे। अब लार्जेस्ट प्रीफिक्स की बात हो रही है आपकी, तो T1 आपका लार्जेस्ट प्रीफिक्स है या नहीं, तो देखिए T1 और फिर T2 और T3, तो अगर इस स्ट्रिंग में T1 पार्ट यूज करते हैं एंड विद आप क्या बोल रहे हैं A से होना चाहिए, तो दैट सिंगल A आना चाहिए आपका, डबल बी A, दैट इज दिस, ये पार्ट T1 होगा आपका डबल बी A, फिर उसके बाद T2 दैट इज AC, जस्ट AC इज यूज्ड इन द T2 एंड अगेन, ठीक है, AC AB पूरा यूज कर सकते हैं आप T2 में, दैट इज AC AB, और लास्ट T3 कैन बी रिप्लेस्ड बाय T3, तो T1 T2 T3, बट हमें लार्जेस्ट प्रीफिक्स नहीं मिला इसमें, लार्जेस्ट प्रीफिक्स हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ओनली T3 ही मिलेगा आपको, फिर T1 ले रहे हैं आप, सो अगेन T1 का कितना पार्ट ले सकते हैं आप, दैट इज दिस ओनली, अगेन इट इज नॉट लार्जेस्ट प्रीफिक्स, ठीक है, फिर T2 T1, तो इनिशियली T2 का कितना लार्जेस्ट प्रीफिक्स ले सकते हैं आप, दैट इज B B डबल T2 के करस्पॉन्डिंग, दैट स्टार्ट विद B एंड B, दो B आपने अगर कंटिन्यू ले ली तो डेफिनेटली उसके आगे आपको इनपुट नहीं ले पाएंगे, तो सिर्फ डबल B T2 का प्रीफिक्स बनेगा, तो डेफिनेटली T3 इज द करेक्ट आंसर दैट जनरेट लार्जेस्ट प्रीफिक्स, सो D इज द करेक्ट ऑप्शन, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ टोकन्स ऑफ द फॉलोइंग C स्टेटमेंट इज, देखिए फर्स्ट फंक्शन दिया हमें printf दैट जनरेट वन टोकन, फिर ओपनिंग ब्रैकेट 2, फिर इन्वर्टेड ब्रैकेट में जो लिखा दैट इज 3, इट इज 4 5 6 7
8 एंड 9। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ टोकन्स कितने आए आपके 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो 9 इज द राइट आंसर। सिंपल सा टोकन जनरेट करना था आपको, तो 9 इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, आउटपुट ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर इज। लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट क्या होता है? पार्स ट्री, इंटरमीडिएट कोड, मशीन कोड, अ स्ट्रीम ऑफ टोकन। तो डेफिनेटली अ स्ट्रीम ऑफ टोकन। लेक्सिकल का टास्क क्या होता है आपका? स्ट्रीम ऑफ टोकन जनरेट करना, एंड दैट इज पास टू अ सिंटैक्स एनालाइजर। और सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा आपका? पार्स ट्री जनरेट करेगा। तो ये सिंटैक्स एनालाइजर का आउटपुट। इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड बाय आईसीजी, मशीन कोड इज जनरेटेड बाय code generation technique. ठीक है, and lexical analyzer generate this. So D is the right answer. Next, question number 6, how many tokens will be generated by the scanner for the following statement? इस statement के लिए कितने tokens generate होंगे आपके? तो देखिए, first x के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So 12 tokens are generated by this statement. अब देखिए x दो बार यूज हो रहा है, बट दोनों के लिए डिफरेंट टोकन्स जनरेट होंगे, बिकॉज दैट बोथ may differ by its location, line of location, ठीक है, एड्रेस may be vary, ठीक है। दैट्स व्हाई जितनी भी बार आपका पर्टिकुलर वेरिएबल आपको दिख रहा है, आइडेंटिफायर दिख रहा है, जनरेट टोकन एवरी टाइम। क्लियर है? सो लेक्सिकल एनालाइजर जनरेट टोकन्स एवरी टाइम and it update the symbol table. So total 12 tokens are generated here. Clear? Thank you. Start with parsing and their types. So देखिए, what is the meaning of parsing? Parsing का मतलब क्या होता है? Parsing is a process used to check that string of token is generated by grammar or not. यानी कि आप अगर parsing word का मतलब समझते हैं, तो parsing का मतलब क्या होगा कि आपकी जो भी string of token है, that is generated by lexical analyzer. लेक्सिकल एनालाइजर से जो आपकी स्ट्रिंग ऑफ टोकन जनरेट हुई है, ठीक है, जो स्ट्रिंग ऑफ टोकन है, इट इज पर्टिकुलरली जनरेटेड बाय अ ग्रामर और नॉट, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन रूल को सेटिस्फाई कर रही है नहीं, जिसके बेसिस पे आपने वहां पे क्या किया है, स्ट्रिंग उस एक्सप्रेशन को डिजाइन किया है। ठीक है, तो पार्सिंग इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू चेक द स्ट्रिंग ऑफ टोकन इज जनरेटेड बाय ग्रामर और नॉट। नाउ पार्सर वर्ड हम यहाँ पे यूज करते हैं। पार्सर इज that phase of compiler which takes the token string as an input and with the help of existing grammar convert it into a corresponding parse tree. Parser is also known as syntax analyzer. यानी जो second phase of compiler होता है आपका, that is syntax analyzer. So parser क्या होता है आपका? It is a phase of compiler जो क्या कर रहा है, lexical analyzer का जो output है, that is the string of tokens. उस टोकन को एज अ इनपुट वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा, एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रामर, कुछ एग्जिस्टिंग रूल्स, प्रोडक्शन रूल और ग्रामर हमारे पास इनबिल्ट होंगे, उनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर टोकन्स की स्ट्रिंग को पार्स ट्री में कन्वर्ट करेंगे। तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ पार्सर। ये टास्क होता है पार्सर का। क्लियर है? तो पार्सिंग का मतलब वही हो गया, अगर पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट हुई तो आप क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रिंग उस ग्रामर से जनरेट हो रही है, अदरवाइज क्या बोलेंगे, इट इज नॉट जनरेटेड बाय दैट ग्रामर। सो जनरली जो पार्सर होता है आपका, दैट इज डिफाइन। पार्सर को आप कैटेगराइज कर सकते हैं। पार्सर दो टाइप के होते हैं मेनली। द फर्स्ट वन इज टॉप डाउन पार्सिंग, ठीक है, टॉप डाउन पार्सर। फर्स्ट टाइप ऑफ पार्सर इज टॉप डाउन पार्सर एंड द सेकेंड वन इज बॉटम अप, ठीक है, एज नेम टॉप डाउन the first parser and the second parser is bottom up parser. Clear है? So top down further categorized होता है यहाँ पे। top down parsing में अगर हम बात करें तो top down parser is further, there are two type. The first one is recursive descent parser, recursive descent parser, and the second one is, second होता है आपका, that is predictive parsing, ठीक है। second one is predictive parsing. Predictive parsing again categorized into two different type. First one is recursion, या हम बोल सकते हैं recursive. Predictive parsing में दो टाइप की होती है आपकी, एक recursive and the second one is non recursive.
नॉन रिकर्सिव। क्लियर है? सो दैट इज टू टाइप। नाउ अब अगर हम बात करें बॉटम अप पार्सर की, पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं। सो बॉटम अप पार्सर आपका जो होता है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है, एंड सेकेंड वन इज एलआर पार्सर, ठीक है। फर्दर मोस्ट एलआर पार्सर इज डिवाइड इनटू फोर टाइप, LR0, SLR1, CLR1 एंड LLR1, ठीक है। दैट इज दिस। सो दैट इज द हायरार्की ऑफ पार्सर। इसको हम पार्सर की हायरार्की बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका ये जो ग्रामर होती है, अगर आप बात करें पर्टिकुलर प्रेडिक्टिव पार्सर, टॉप डाउन पार्सर में रिकर्सिव एंड नॉन रिकर्सिव ये जो होता है, ठीक है। नॉन रिकर्सिव जो होता है आपका दैट इज एप्लीकेबल ऑन, इट इज एप्लीकेबल ऑन LL1 ग्रामर। LL1 ग्रामर जो आपकी होती है उस पे ये एप्लीकेबल होता है। इट इज एप्लीकेबल ऑन, इट इज एप्लीकेबल ऑन ऑपरेटर ग्रामर, ठीक है। ये किस पे एप्लीकेबल है? ऑपरेटर ग्रामर पे एप्लीकेबल है आपका, दैट इज एप्लीकेबल ऑन ऑपरेटर ग्रामर। सो बॉटम अप पार्सर जो होता है इसका जो फर्स्ट टाइप है ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर। तो देखिए ऑपरेटर ग्रामर का मतलब आपका होता है कि जिस पर्टिकुलर ग्रामर से आप कोई एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं, जहां पे ऑपरेटर की हेल्प से आप कंपैरिजन कर रही है, आपने लिखा a = b + c, तो इस तरीके से आपका कोई एक्सप्रेशन a = b + c * d एंड सो ऑन। तो एक एक्सप्रेशन में अगर नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की हेल्प से हम क्या करते हैं कि हम फाइंड करते हैं कि किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा होगा और कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा इन अ सिंगल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो दैट इज एप्लीकेबल ऑन ऑपरेटर ग्रामर। एलआर की हम बात करें पार्सर की, सो इट इज एप्लीकेबल ऑन, ये किस पे एप्लीकेबल होता है आपका? इट इज एप्लीकेबल ऑन एलआर पार्सर, इट इज एप्लीकेबल ऑन एलआर पार्सर, ठीक है। सॉरी एलआर पार्सर या एलआर ग्रामर बोल देंगे हम इसको, क्लियर है। लेकिन पार्सर नेम इज एलआर, सो ग्रामर नेम इज आल्सो एलआर, इट इज एप्लीकेबल ऑन एलआर ग्रामर, ठीक है। सो इट इज एप्लीकेबल ऑन एलआर ग्रामर, एलआर के ग्रामर, क्लियर। सो एलएल ग्रामर, एलआर ग्रामर, दैट ऑल आर दी टाइप्स ऑफ ग्रामर ऑफ कंटेक्स्ट फ्री। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का ही नेचर होता है, अलग अलग तरीके से आप उसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर तो उस पर्टिकुलर ग्रामर के नेचर को फॉलो कर रहा है, सो उस टाइप की आपकी पार्सिंग होगी। सो दैट इज डिपेंड ऑन दैट। सो फर्स्ट वी विल चेक व्हाट इज द टॉप डाउन पार्सिंग। एक्चुअली टॉप डाउन पार्सिंग का मीनिंग क्या है एंड बॉटम अप पार्सिंग का मीनिंग क्या है, पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉप डाउन पार्सर नाउ। सो हम देखते हैं व्हाट इज टॉप डाउन पार्सर। देखिए टॉप डाउन पार्सर में किस तरीके से वर्किंग होगी आपकी। सो टॉप डाउन पार्सर is the parser which generate parse tree for the given input string with the help of grammar production by expanding the non terminal, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली आपका पार्सिंग है, दैट इज द सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर, तो आउटपुट तो आपका पार्स ट्री आएगा, लेकिन पार्स ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट इज द लॉजिक। तो टॉप डाउन पार्सिंग में हम क्या बोल रहे हैं कि इट जनरेट द पार्स ट्री फॉर द गिवन इनपुट स्ट्रिंग, जो भी इनपुट स्ट्रिंग आपकी गिवन है उसके लिए जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ ग्रामर प्रोडक्शन। ग्रामर की जो प्रोडक्शन है उसकी हेल्प से जनरेट करना है बाय एक्सपांडिंग द नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल क्या करते हैं हम, एक्सपांड करके उसे जनरेट करते हैं, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग वेरिएबल जो होगा मींस द स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट सिंबल एंड एंड ऑन द टर्मिनल्स। यानी कि हम जो नॉर्मली ट्री डिजाइन करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट करना है आपको और एट द एंड कहां पे जाना है आपको, टर्मिनल्स पे, दैट वाज ऑन द लिब नोड, ठीक है। एंड इट यूज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, यहाँ पे जो डेरिवेशन हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। हाँ, further top down parser is classified into two types, recursive descent parser and non recursive descent parser, ठीक है। non recursive मतलब हम क्या बोल रहे हैं, that is predictive parsing, क्लियर है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। now अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि how to construct a tree for a particular grammar। तो देखिए हमने लिखा that s tends to a, capital A, B, small c, ठीक है, and A2 हमने लिखा that is capital A, B,
एंड सी, ठीक है, दैट इज बी। नाउ बी टू डी, इसको हम इनपुट मान लेते हैं लाइक ई, ई इज द इनपुट फॉर दिस, ठीक है, ए कैपिटल बी ई एंड बी। नाउ द स्ट्रिंग इज दैट इज ए डबल बी सी डी ई। नाउ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट द पार्स ट्री यूजिंग टॉप डाउन पार्सर। तो देखिए टॉप डाउन पार्सर में हम क्या बोलते हैं कि इसमें हम फर्स्ट प्रोडक्शन यूज करेंगे, दैट स्टार्टिंग वेरिएबल ऑफ ग्रामर। देखिए एग्जैक्टली एक प्रोडक्शन है, तो आप जब ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, सो आपने ट्री बनाया दैट इज एस, एस से स्टार्ट किया, ठीक है, एंड आफ्टर देन एस का जो फर्स्ट प्रोडक्शन आपका दैट इज ए बी एंड ई, ये प्रोडक्शन आपने यूज किया दैट इज दिस, ठीक है। नाउ सेकंड कैरेक्टर क्या चाहिए आपको, बी चाहिए। ए से आपने क्या जनरेट करेंगे, दैट इज ए बी सी, ठीक है। सो दैट इज, देखिए आपके पास दो चॉइस है, या तो आप क्या कर सकते हैं बी से टर्मिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपने टर्मिनेट किया तो आगे के बी आपके जनरेट नहीं होंगे उस लेंथ के, ठीक है। बट हमें दो बी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर चॉइस है दैट इज कैपिटल ए, फिर आपने बोले दैट इज बी एंड स्मॉल सी, क्लियर है। अब देखिए दो बी के बाद एक सी चाहिए, यानी कि अब इस ए को आप क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बी। देखिए एलएमडी यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पहले रिड्यूस करना है, 10 वेरिएबल रिड्यूस किया, फिर अगेन ए और बी अवेलेबल है आपके पास, तो ए को पहले रिड्यूस किया। नाउ रिड्यूस दी बी, बी के लिए आप क्या बोलेंगे दैट इज डी। देखिए स्ट्रिंग क्या बनी आपकी, ए बी बी सी डी ई, दैट इज द स्ट्रिंग। सो ये आपका हो गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है। एलएमडी की हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एलएमडी, ठीक है। सो इट इज अ टॉप डाउन पार्सर। हमने स्टार्टिंग वेरिएबल से एट द एंड स्ट्रिंग पर गए और फिर उस स्ट्रिंग को करस्पॉन्डिंग हमने क्या बोल दिया, दैट इज द आउटपुट, ठीक है। वो आपका क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा, क्लियर है। दैट इज दिस। नाउ लेट्स चेक फॉर वन मोर एग्जांपल, ठीक है। अगर हमें एक स्ट्रिंग दी है दैट इज दिस ए ए बी, एक ग्रामर दी हुई है आपको। नाउ ए से आपने एक प्रोडक्शन लिखा दैट इज ए ए बी, ठीक है, एंड दैट इज स्मॉल बी, एंड बी से आपने प्रोडक्शन लिखा दैट इज बी बी ए एंड स्मॉल ए। नाउ वी वांट टू जनरेट दिस स्ट्रिंग ट्रिपल ए, ठीक है, दैट इज ट्रिपल ए, हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज 4a, ठीक है, 4a एंड 4b, ठीक है। वी वांट टू जनरेट दिस स्ट्रिंग 4a एंड 4b, सो हाउ टू क्रिएट दैट पार्स ट्री। देखिए फर्स्ट स्टार्टिंग वेरिएबल s लिखा आपने, एलएमडी प्रोडक्शन यूज करना है आपको, कैपिटल ए एंड बी एज इट इज, ठीक है। फिर इस ए की प्लेस पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज, देखिए हमें टोटल 4a चाहिए, तो एलएमडी से पहले ये वाला a रिड्यूस होगा आपका, दैट इज ए ए बी। नाउ आफ्टर देन क्लियर दिख रहा है आपको, b किसको टर्मिनेट कर रहा है, a को, फोर्थ a चाहिए आपको, तो दैट इज a, ये a लिख दिया आपने, ठीक है। फिर इस b की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, रिमेनिंग b चाहिए हमें, b b a, क्लियर है, दैट इज द स्ट्रिंग। डबल b जनरेट हो गया आपके। नाउ डबल b के बाद आप नंबर ऑफ अगेन b जनरेट करना चाहते हैं, तो दैट इज पॉसिबल, क्या होगा ये स्ट्रिंग, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए अब अगर हम यहाँ पर चेक करें, सो फॉर दिस स्ट्रिंग इफ यू कॉल दैट डबल a, ठीक है, डबल a भी अगर आप कॉल करते हैं तो उस केस में आपके 4 भी जनरेट नहीं होंगे, यानी कि आप एक सिंगल भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सो इन दैट केस क्या होता है आपका, अगर जो टॉप डाउन पार्सिंग होती है, सो उसमें दो टाइप के आपने देखे, दैट इज प्रेडिक्टिव पार्सिंग एंड रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, ठीक है। अभी इस केस के लिए तो हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये स्ट्रिंग जनरेट ही नहीं होगी, यानी आप अगर बैकट्रैक करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन आपने बी का लिया था क्या ये फॉल्स है, इसकी प्लेस पे दूसरा लिखेंगे तो पॉसिबल है, तो अगेन देयर इज नॉट एनी चॉइस, एक ही चॉइस थी आपके पास और वो आपने यहाँ पे पुट कर दी, क्लियर है। यानी इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी। सो आइदर वी कैन से दैट इट इज नॉट जनरेट, या फिर आप बैकट्रैक करके इसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे इस प्रोडक्शन को बी के प्रोडक्शन को रिप्लेस करके देखा आपने कि कोई और प्रोडक्शन से स्ट्रिंग जनरेट होगी, नॉट पॉसिबल। तो फिर आपने पूरे इस लेवल पे बैकट्रैक किया, यानी कि एस का दूसरा प्रोडक्शन सर्च किया, बट एस का कोई और प्रोडक्शन अवेलेबल नहीं है। सो एट द एंड आप क्या बोल देंगे, स्ट्रिंग इज नॉट जनरेटेड, ठीक है। तो आइदर यू कैन से दैट
इन दैट केस रिकर्सिव डिसेंट पार्सल, ठीक है। और आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर करेक्ट स्ट्रिंग हम एक बी को रिमूव कर देते, जस्ट जनरेट ट्रिपल बी, बी बी ए एंड ए को टर्मिनेट कर दिया किससे, बी से। सो दैट इज ट्रिपल। देखिए हमने आरएमडी प्रोडक्शन यूज किया एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्ट्रिंग रीड कैसे करेंगे। देखिए स्ट्रिंग का रिडक्शन कैसे होगा, यहाँ से लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू अप। फर्स्ट ए रीड किया आपने, सेकंड ए, फिर जैसे टर्मिनल आता है उसे प्रिंट कर देंगे ट्रिपल ए, हाँ, फोर्थ ए, फिर आपका बी बी एंड दैट इज द लास्ट मोस्ट बी। The string is 4a triple b, that is the string, clear। ये एक string है जो यहाँ से इस ग्रामर से क्या हो रही है आपकी, जनरेट हो रही है, गॉट इट ना। अब देखिए अगर मान लीजिए आप पार्सर टॉप डाउन कर रहे हैं तो हम स्टार्टिंग वेरिएबल से टर्मिनल तक जा रहे हैं, ठीक है। वी यूज बॉटम अप पार्सिंग, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉटम अप पार्सिंग। देखिए बॉटम अप पार्सर में क्या होता है आपका, इन केस ऑफ बॉटम अप पार्सर इज पार्स which generate the parse tree, it is a parser which generate the parse tree for the given input starting with the help of grammar production by compressing the non terminals, I it start from terminals and end on the start symbol, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टार्ट सिंबल्स हम नॉर्मली जो पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो टॉप डाउन नेचर से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग वेरिएबल एस के प्रोडक्शन लिखेंगे एंड सो ऑन, फिर हम कहाँ जाएंगे, टर्मिनल पे। बट इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे आपके पास टर्मिनल्स हैं, स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग के थ्रू आप कहाँ जा रहे हैं, स्टार्टिंग वेरिएबल पे। यानी कि टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे आप और एंड कहाँ पे करेंगे, स्टार्ट सिंबल ऑफ द ग्रामर, ग्रामर के स्टार्ट सिंबल पे आप क्या करेंगे, उसे एंड करेंगे, क्लियर है। सो इफ यू टेक अ एग्जांपल, मान लीजिए आपने लिखा दैट इज S tends to A A B E, A to production आपने लिखा that is capital A, small b C और small b, and B से आपने लिख दिया that is D, ठीक है। and again आपने string ले ली that is this A double B C D E, ठीक है। you want to construct the grammar for this string, ठीक है। यानी आपने इस पर्टिकुलर ग्रामर और इस स्ट्रिंग के लिए क्या बनाना है, पार्स ट्री डिजाइन करना है। देखिए if you want to create the parse tree for this string, देखिए कैसे क्रिएट करेंगे हम। अब नॉर्मली पार्स ट्री हम बनाते हैं फ्रॉम टॉप टू डाउन, बॉटम अप पार्सर में क्या होगा, आपने पहले पूरी स्ट्रिंग लिख देना है, दैट द स्ट्रिंग इज ए, ठीक है। लाइक हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा अच्छे से, दैट इज स्ट्रिंग इज ए डबल बी सी डी एंड ई, that is the string। हाँ, बॉटम अप पार्सर है, तो देखिए आप स्ट्रिंग को रीड कैसे करेंगे, आप जैसे ए डबल बी ई सी लिखा आपने, जनरल प्रोडक्शन आप देखिए, अगर जनरल प्रोडक्शन आप बनाते हैं आरएमडी यूज करना है हमें, देखिए यहाँ पे वी यूज द राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है, यूज रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन, इन व्हिच वी यूज द रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन। यानी कि देखिए अगर आपने लिखा तो फर्स्ट प्रोडक्शन एस टेंड्स टू ए ए बी ई, ठीक है। सो फर्स्टली आपने यहाँ पे क्या बोला, दैट इज दिस राइट मोस्ट डेरिवेशन आरएमडी से। अगर नॉर्मली पहले हम इसको नॉर्मली आरएमडी से जनरेट करते हैं, तो पहले इस बी को रिड्यूस करेंगे, ए एज इट इज, बी की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, दैट इज डायरेक्ट डी एंड ई, फिर एक ही वेरिएबल बचा है, इसका प्रोडक्शन लिखा दैट इज ए बी सी, दैट डी ई एज इट इज, फिर इस ए को आपने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, दैट इज बी बी सी डी, क्लियर है, दैट इज द लॉजिक। सो ये आरएमडी हुआ। रिवर्स आरएमडी मतलब आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले स्ट्रिंग से और फिर कहाँ जाना है आपको, टॉप से। तो देखिए आपने यहाँ पे क्या बोला, बी को ए से टर्मिनेट किया है, जो भी आपने रूल्स लिखे, एट द एंड आपको प्रोसीजर यही करना है। सो ये जो बी है आपका, दैट इज कन्वर्ट टू ए, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्या लिखा, दैट इज ए बी सी, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट आपका जो बी है दैट इज गोज टू ए, ये बी जो है वो आपका कहाँ जा रहा है, ए पे। फिर ये ए बी सी प्रोडक्शन किससे रिप्लेस होगा, दैट इज विद ए, ठीक है। एंड दिस डी इज रिप्लेस विद बी, और फिर ये पूरा आपका ए बी ई किससे रिप्लेस हो जाएगा आपका, दैट इज विद एस,
देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब हमें रिजल्ट पता है किस तरीके से होगा, तो दैट इज ए, ठीक है। फिर हमें पता है इस डी को पहले हमने लिख दिया, दैट डी इज क्या आएगा आपका, डी पी आने वाला है, बट डी को हम बाद में मर्ज कर देंगे, ठीक है, तो उसकी एज को हम एक्सटेंड कर देंगे, दैट इज बी से ए आ गया। अब ये ए बी एंड सी, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ दिस ए बी एंड सी। ये किस वेरिएबल का प्रोडक्शन है, अगेन दैट इज कैपिटल ए, ए स्मॉल ए कैपिटल ए डी एंड ई, ये चारों मिलके आपका क्या जनरेट करेंगे, पहले इसको आपने बी से रिप्लेस कर दिया, जस्ट रिप्लेस कर बी, ठीक है, ये बी से रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, फिर ए कैपिटल ए बी एंड दिस ई is replaced by the capital S. So that is the pass reverse direction pass tree आपने डिजाइन कर ली using RMD. Clear? So that is the bottom of passing. इस तरीके से आप string से starting variable तक अगर जा पा रहे हैं, so आप क्या बोलेंगे, that string is generated by this grammar and it is called bottom up passing. Okay. Got it? Wall of left recursion and left factoring. Let's start with removal of left recursion and left factoring. देखिए left recursion left factoring क्या होता है आपका, left recursion का मतलब होता है if the grammar is left recursive, if it has a non-terminal a such that there is a derivation a tends to a alpha slash beta where alpha beta are the sequence of terminal and non-terminal. यानी आपकी एक grammar left recursive होगी किस condition में, when आपके पास एक इस type का production है a tends to a alpha and beta. क्लियर है, ए से ए कॉल किया आपने, ए टेंड्स टू ए अल्फा एंड बीटा, ए की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए को कॉल कर रहा है, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में जो वेरिएबल आपका लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल है दैट इज सेम जिसका वो प्रोडक्शन है, ठीक है। सो इन दैट केस क्या होता है आपका कि यहाँ पे जब भी आप मान लीजिए कोई डेरिवेशन क्रिएट कर रहे हैं, कोई स्ट्रिंग के लिए चेक कर रहे हैं, तो आपने मान लीजिए ए टू ए अल्फा कॉल किया और फिर अगेन आपने इस ए की प्लेस पे क्या लिख दिया, दैट इज ए अल्फा, अगेन इस ए की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, दैट इज ए अल्फा। सो इस केस में हम क्या होगा कि हो सकता है कि वो पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए वो जो आपका डेरिवेशन है वो प्रोडक्शन इनफाइनाइट लूप में जा सकता है, ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज अगर हम कुछ पार्सर डिजाइन करते हैं, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉप डाउन पार्सर, सो टॉप डाउन पार्सर में हम जो ग्रामर यूज करते हैं दैट इज LL1 ग्रामर। सो LL1 ग्रामर की नीड होती है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन, अदरवाइज वहां पे क्या होगा, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम में क्रिएट कि वो इनफाइनाइट लूप में चला जाए, क्लियर है। सो इन दैट केस अगर हम बात करें, सो यहाँ पर हम लेफ्ट रिकर्शन एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए हमारी ग्रामर में। सो हाउ टू रिमूव लेफ्ट रिकर्शन, लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव कैसे करेंगे हम, तो दैट इज अ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर होता है आपका लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने का, ठीक है। मान लीजिए आपने लिखा है यहाँ पे कि इफ द प्रोडक्शन इज लाइक दिस, इसके जैसा है, या हम जनरलाइज फॉर्मेट लिखें, प्रोडक्शन इज लाइक, ठीक है, प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ दिस a टेंड्स टू a अल्फा 1, तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली एक अल्फा लिखा है, यानी कि ए की प्रोडक्शन में एक ही प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्शन है। मान लीजिए आपके मल्टीपल प्रोडक्शन में ए टेंड्स टू ए अल्फा 1, फिर आपने सेकंड प्रोडक्शन लिखा ए अल्फा 2, ए अल्फा 3 एंड सो ऑन, तो लास्ट में आपने लिखा दैट इज बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड सो ऑन, क्लियर है। सो ए अल्फा 1, ए अल्फा 2, ए अल्फा 3, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, ठीक है, that are the productions. So in that case अगर आपको left regression remove करना है तो कैसे remove करेंगे, क्योंकि यहाँ पे left regression दिख रहा है a to a, beta 1, beta 2, beta 3 क्या है आपके, that is the other terminal और variable combination जहाँ पे आपका beta की place पे a नहीं होगा, clear है, obviously starting में a नहीं होगा, otherwise वहाँ पे भी left regression होगा, so that does not contain a. So how to remove that, तो अगर इस टाइप से आपका लिखा है, so इसको remove करने के बाद, ठीक है, so removal of left regression, ठीक है, कैसे रिमूव करेंगे हम, रिमूवल ऑफ लेफ्ट रिकर्शन बाय यूजिंग इन प्रोडक्शन की हेल्प से हम रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले आपको एक नया वेरिएबल लेना है, ठीक है, a टेंड्स टू, आप क्या लिखेंगे, दैट इज जितने भी प्रोडक्शन जिसमें लेफ्ट रिकर्शन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है वो सारे प्रोडक्शन से कंटिन्यू करना है आपको। a टेंड्स टू बीटा 1 और एक नया वेरिएबल ले लिया a डैश, सेकंड बीटा 2 a डैश, बीटा 3 a डैश एंड सो ऑन,
ठीक है, जितने भी बीटा है जहां पर रिकर्शन नहीं है उन सारे के लिए आपने प्रोडक्शन लिख दिया। नाउ फिर एडेस का प्रोडक्शन जो नया वेरिएबल लिया आपने उसका प्रोडक्शन लिखना है आपको, दैट इज बीटा 1 एडेस, बीटा 2 एडेस, बीटा 3 एडेस, ये सारा लिखा आपने। ठीक है, फिर आपको लिखना है एडेस टेंस टू अल्फा 1 एडेस, अल्फा 2 एडेस, अल्फा 3 एडेस एंड सो, और लास्ट में आपको नल पुट करना है, यहाँ पे एप्सिलॉन वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है। ठीक है, मस्ट पुट नल हियर, क्लियर है। सो एडेस टेंस टू अल्फा 1 एडेस, अल्फा 2 एडेस, अल्फा 3 एडेस एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या पुट करना है आपको, नल पुट करना है। ठीक है, दैट इज द रिक्वायरमेंट। देखिए नल पुट क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, सो अगर इस टाइप की अगर कोई प्रोडक्शन दिए आपको, तो आफ्टर रिमूविंग दैट लेफ्ट रिकर्शन जो आपके दो प्रोडक्शन होंगे दैट इज दिस। देखिए दोनों का इफेक्ट सेम है, इससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी वो भी यहाँ से भी होगी, बट लेफ्ट रिकर्शन की जो प्रॉब्लम थी आपकी कि ए को कॉल कर रहा था मल्टीपल टाइम्स, वो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लाइक अगर आपने जैसे यहाँ पे हमने इस टाइप से लिखा कि ए टेंस टू आपने लिखा दैट इज बीटा 1 एडेस। ठीक है, फिर एडेस की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, कोई भी प्रोडक्शन लिख सकते हैं, एडेस के नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, मान लीजिए मैंने लिखा दैट इज अल्फा 1 एडेस। ठीक है, फिर इस एडेस को अगेन कॉल करके आप पुट कर सकते हैं। एट द एंड आपको क्या करना है, एडेस को नल पुट करना है। सो आफ्टर पुटिंग द नल पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज बीटा 1 एंड अल्फा 1। ठीक है, सो एग्जैक्टली आपका जो ओरिजिनल ग्रामर थी दैट इज ए टेंस टू ए अल्फा 1, इस ए की प्लेस पे अगर आप यहाँ पर बीटा 1 कॉल कर लेते हैं, सो बीटा 1 अल्फा 1 डायरेक्ट आपका यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, सो स्ट्रिंग आपके सेम जनरेट कर सकते हैं आप, देयर इज नॉट एन इशू। तो ए डैश को टर्मिनेट करने के लिए हम नल सिंबल यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो एग्जैक्टली दोनों क्या है आपके सेम है, बट यहाँ पे हमें ये रिमूव क्यों किया लेफ्ट रिकर्शन, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था आपका कि इट मे गोज टू इनफाइनाइट लूप, ए को कॉलिंग करता जाएगा, सो इट मे बी पॉसिबल कि वो कहां चला जाए, इनफाइनाइट लूप में। दैट्स व्हाई वी वांट टू रिमूव दैट टाइप ऑफ रिकर्शन। ठीक है, सो आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका डिजाइन होगा। क्लियर है ना, अब देखिए सो आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका डिजाइन होगा। क्लियर है ना, अब देखिए लेफ्ट रिकर्शन आपने रिमूव किया, सो ये जो स्ट्रक्चर इससे आपका मान लीजिए सिंपल सा दैट इज दिस ओनली सिंगल लेफ्ट रिकर्शन, तो इन दैट केस आप क्या बोलेंगे, ए टेंस टू, इसके लिए अगर आप रिमूव करते हैं तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज ए टेंस टू बीटा 1 बीटा एडेस, एग्जैक्टली एक बीटा है तो आप जस्ट बीटा लिखेंगे, एंड एडेस टेंस टू अल्फा एडेस एंड नल। ठीक है, तो ये आपका दैट इज रिमूवल। ठीक है, ये इस फॉर्मेट के लिए ये जनरलाइज फॉर्मेट लिख दिया आपने कि एक से ज्यादा रिकर्शन कहीं हो रही है। अब रिकर्शन आपका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपने जो ग्रामर दी हुई है उसमें डायरेक्टली आपको लेफ्ट रिकर्शन नहीं दिख रहा है, बट इनडायरेक्टली वो एग्जिस्ट कर रहा है उस ग्रामर में। सो इन दैट केस हाउ टू आइडेंटिफाई इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्शन, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो उस केस में आप क्या बोलेंगे, अगर एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कॉल कर रहा है और सेकंड वेरिएबल अगेन उसी वेरिएबल को कॉल कर रहा है, देन दैट टाइप ऑफ रिकर्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्शन। ठीक है, तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हाउ टू एलिमिनेट द लेफ्ट रिकर्शन। मान लीजिए हमें एक फर्स्ट ग्रामर दी हुई है दैट इज s टेंड्स टू l l l l टेंड्स टू lb and b टेंड्स टू 0 और 1। देखिए यहाँ पे s l और b जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं दैट ऑल आर वेरिएबल्स, इसके अलावा यहाँ पे कॉमा और 0 1 दिख रहा है दैट आर टर्मिनल। ठीक है, स्लैश क्या है आपका प्रोडक्शन का सेपरेशन, दैट s के दो प्रोडक्शन है l l एंड डायरेक्ट l के दो प्रोडक्शन है lb एंड b के दो प्रोडक्शन है दैट इज 0 एंड। ठीक है, तो देयर इज एनी लेफ्ट रिकर्शन, तो यस लेफ्ट रिकर्शन है आपका किसमें, s l में आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन है। क्लियर है, l से l कॉल हो रहा है। इसके अलावा किसी प्रोडक्शन में तो देखिए s से l कॉल कर रहे हैं और l से कहीं भी आपने s कॉल नहीं किया, तो यानी कि इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्शन नहीं है आपका, b से सिर्फ 0 1 आ रहा है, सो देयर इज नॉट एनी लेफ्ट रिकर्शन। ठीक है, अदर देन l कहीं पे भी आपका लेफ्ट रिकर्शन नहीं है, सिर्फ l में होगा। सो इन दैट केस अगर इसको कंपेयर करें आप ओरिजिनल फॉर्मेट से, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज a टेंड्स टू a अल्फा, ये आपका अल्फा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका बीटा। एग्जैक्टली एक ही जगह रिकर्शन है इसलिए वो अल्फा बोलेंगे हम, और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन एक ही है दैट्स व्हाई हमने क्या बोला बीटा। नाउ आफ्टर रिमूवल के बाद आपका जो ग्रामर बनेगी, सो s के प्रोडक्शन एज इट इज l l स्लैश l। ठीक है, l के प्रोडक्शन आपके दो हो जाएंगे,
अब आपने क्या लिखा, बीटा दैट इज कैपिटल बी, ठीक है। अब देखिए अल्फा और बीटा दोनों ही बी हैं आपके, तो बीटा ए डैश की जगह हम यहाँ पे एल डैश लिख लेते हैं क्योंकि वेरिएबल एल है हमारा। नाउ एल डैश टेंड्स टू अल्फा दैट इज आल्सो बी, एल डैश स्लैश नल, ठीक है। तो दैट इज नल इज ऑलवेज इंक्लूड, यू मस्ट इंक्लूड दैट नल, ठीक है, इसको हमें नहीं भूलना है। नाउ बी के प्रोडक्शन एज इट इज आपके 0 और 1, क्या है, दैट इज आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन, जो ग्रामर आपकी बनेगी दैट इज दिस, ठीक है। इट इज फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन, फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन, ये लेफ्ट रिकर्शन से फ्री होगा आपका, ठीक है। इट इज फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन, clear, so it is free from left regression. Now one more example, like हम consider करते हैं, that second example is s tends to s 0 s and 1 0 1। तो देखिए s के दो प्रोडक्शन है आपके, s से आपने s 0 s कॉल किया एंड 1 0 1, तो s से s की कॉलिंग हो रही है यानी कि लेफ्ट रिकर्शन। सो लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करेंगे तो क्या बोलेंगे हम, दैट कंप्लीट, ये जो आपका बाद में लिखा है दैट इज अल्फा, ये पूरा क्या है आपका अल्फा, एंड दैट इज बीटा, जहां रिकर्शन हो रहा है उसके बाद वाला कंप्लीट प्रोडक्शन क्या होगा आपका अल्फा, तो 0 s इज अल्फा एंड 1 0 1 इज बीटा, सो s टेंड्स टू बीटा दैट इज 1 0 1 s dash and s dash tends to alpha that is 0 s s dash, ठीक है। एंड साथ में आप क्या इंक्लूड कर लेंगे, नल ट्रांजिशन, दैट इज दिस नल ट्रांजिशन, क्लियर। तो ये इंक्लूड कर लिया आपने, s tends to 1 0 1 s dash tends to 0 s s dash, so that is left regression, ठीक है। इस तरीके से आप रिमूव करेंगे। लेट्स ट्राई फॉर वन मोर एग्जांपल्स। Like we write that s tends to s plus अमिताभ भट्टाचार्य। try for one more examples. Now, like we write that s tends to s plus we write that s tends to s plus s minus s multiply a b। लीजिए आपका ये प्रोडक्शन ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स दिए, तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि यहाँ पे s है आपका, दैट इज s एंड दैट इज s, देयर आर थ्री प्लेस वेयर s इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटास, ठीक है। तो जहां प्रोडक्शन हो रहा है आपका, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, जहां पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद वाला अल्फा दैट इज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, इट इज कॉल्ड बीटा 1, जहां रिकर्शन नहीं हो रहा दैट इज बीटा 1 एंड बीटा 2, ठीक है। नाउ वी रिप्लेस दिस, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे आफ्टर द रिप्लेसमेंट, s का एक ही प्रोडक्शन है, एक ही आपका वेरिएबल है दैट इज s, कितने प्रोडक्शन में रिकर्शन है, देयर आर 3 प्रोडक्शन, ठीक है। कैसे लिखेंगे आप, s टेंड्स टू बीटा दैट इज सिंगल a s dash, बीटा 1 s dash, बीटा 2 s dash, एंड s dash का प्रोडक्शन अब आपको लिखना है दैट इज अल्फा 1 दैट इज प्लस s s dash, ठीक है, माइनस s s dash एंड स्टार
एस टेस, क्लियर है? देखिए प्लस एस दैट कंप्लीट अल्फा था, अल्फा 1, सेकेंड अल्फा 2 है माइनस एस एंड अल्फा 3 है स्टार, और लास्ट में आपको क्या इंक्लूड करना है? नल। यू शुड इंक्लूड नल प्रोडक्शन, विदाउट नल आप उस पर्टिकुलर वेरिएबल को टर्मिनेट नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आपने नल इंक्लूड नहीं किया तो वेरिएबल आपका यूजलेस हो जाएगा, यू मस्ट इंक्लूड नल वेरिएबल, नल वेरिएबल आपको इंक्लूड करना है, ठीक है? यानी नल प्रोडक्शन आपको इंक्लूड करना है जिसके लिए न्यू प्रोडक्शन आपने डिजाइन किया है, गॉट इट? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट इज लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग क्या होता है आपका? तो देखिए लेफ्ट फैक्टरिंग क्या है? लेफ्ट फैक्टरिंग इज अ ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, इट consists in factoring out prefix which are common to two or more production, ठीक है? यानी देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इस टाइप से कोई प्रोडक्शन लिखा हुआ है, दैट इज दिस A टेंड्स टू अल्फा बीटा अल्फा गामा, तो देखिए दोनों लेफ्ट हैंड साइड का जो फर्स्ट पोर्शन है, जो प्रोडक्शन का प्रीफिक्स है, दैट इज कॉमन, यानी कि कॉमन प्रीफिक्स अगर आपको मिल रहा है मल्टीपल प्रोडक्शन में, टू और मोर प्रोडक्शन में अगर आपका कॉमन प्रीफिक्स मिल रहा है, ठीक है? सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? दैट कंसिस्ट लेफ्ट फैक्टर, ठीक है? सो इस लेफ्ट फैक्टरिंग टेक्निक में हम क्या करेंगे कि इस टाइप के प्रोडक्शन को हमें क्या करना है? रिमूवल करना, ठीक है? सो वी वांट टू रिमूव द लेफ्ट फैक्टर, ठीक है? जो कॉमन है, लेफ्ट कॉमन फैक्टर है, इसको रिमूव करना है, क्योंकि यहाँ अल्फा बीटा अल्फा गामा आ रहा है, तो अल्फा इज कॉमन इन दिस टू फैक्टर। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी आपकी? प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आपको मान लीजिए कोई स्ट्रिंग जनरेट करना है, ठीक है? कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग अगर हम वी वांट टू जनरेट, मान लीजिए मैंने लिखा दैट इज A टेंड्स टू AA एंड AB, तो प्रोडक्शन है A के, ठीक है? और हमने एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है लाइक ट्रिपल A, ठीक है? या इसके आगे कोई भी नंबर ऑफ B's, ठीक है? आगे कोई भी प्रोडक्शन हो सकते हैं आपके ग्रामर के। सो जब आप A से कॉल करेंगे तो फर्स्ट इनपुट आप स्कैन करते हैं, दैट इज सिंगल। यहाँ पे आपने देखा कि इनपुट में A चाहिए तो कौन सा प्रोडक्शन यूज करना चाहिए? तो देयर आर टू चॉइस। मान लीजिए आपने एक और प्रोडक्शन लिख दिया दैट इज A कैपिटल C, सो देयर आर थ्री चॉइस। सो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अगर we are capable to only scan the single character at a time। अगर हम एक ही कैरेक्टर को इनपुट का देख सकते हैं, सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि जो ग्रामर है आपकी, इसमें जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो तो सेम है आपका, ठीक है? सो यू कैन यूज दिस। आपने अगर ये वाला यूज कर लिया तो प्रॉब्लम क्या होगी आपकी? मान लीजिए आपकी ये स्ट्रिंग इससे जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है? सो आफ्टर देन आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन बैक ट्रैक करके सेकंड प्रोडक्शन ट्राई करना है। तो मान लीजिए सेकंड प्रोडक्शन से भी जनरेट नहीं हो रही तो यू ट्राई थर्ड एंड सो ऑन। तो इन दैट केस क्या होगा आपका कि बैक ट्रैकिंग ज्यादा होगी उस पर्टिकुलर ग्रामर की से स्ट्रिंग जनरेट करने में, इफ द फैक्टर इज कॉमन इन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? यानी कि राइट हैंड साइड में आपका फैक्टर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? कॉमन है। लेफ्ट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन रूल इज कॉमन, दैट इज द कॉमन लेफ्ट प्रीफिक्स, ठीक है? सो इस टाइप के प्रोडक्शन को हमें क्या करना है? रिमूव करना है, इसको सॉल्व करना है, तो दैट इज द टेक्निक। सो हाउ टू रिमूव? तो देखिए हम यहाँ पे जनरलाइज स्टेटमेंट अगर लिखते हैं लाइक जैसे हमने ये भी लिखा दैट इज A अल्फा बीटा अल्फा गामा, ठीक है? इस तरीके से लिखा हुआ। मान लीजिए हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं दैट द प्रोडक्शन रूल इज लाइक, दैट द प्रोडक्शन रूल इज लाइक, इसके जैसा होगा, दैट इज A टेंड्स टू अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा 3 एंड सो ऑन। अब देखिए सारे एक्सप्रेशन में तीनों प्रोडक्शन में अल्फा इज कॉमन, दैट इज कॉमन फैक्टर इन लेफ्ट, ठीक है? इस कंप्लीट प्रोडक्शन के लेफ्ट पोर्शन में आपका क्या है? कॉमन है, दैट इज अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है? एंड मान लीजिए आपका कोई ऐसा प्रोडक्शन भी हो सकता है जहां पे फैक्टर इस टाइप के नहीं है, तो उसको हमने गामा बोल दिया, ठीक है? ऐसा प्रोडक्शन जहां पे कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो सच टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो पॉसिबल कि वो वहां पे एग्जिस्ट करे, ठीक है? सो अगर इस टाइप का है, देन टू रिमूव लेफ्ट फैक्टरिंग, आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट फैक्टरिंग आपको क्या लिखना है? रूल इज दैट, इसको रिमूव करने के बाद, ठीक है? रिमूव के बाद जो आपका फैक्टर रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्शन आएंगे, तो फर्स्ट प्रोडक्शन लिखना है आपको दैट A टेंड्स टू, जो कॉमन फैक्टर आपका रिपीट हो रहा है उसको आपने एक्सट्रैक्ट किया, उस प्रीफिक्स को आपने लिखा दैट इज अल्फा, अल्फा इज कॉमन इन दिस, और उसके साथ एक नया वेरिएबल लिख दिया आपने दैट इज एडिस, क्लियर? नाउ एडिस का प्रोडक्शन आपको लिखना है
जस्ट अल्फा के बाद आप क्या पुट कर सकते हैं, यानी इस एडेस की प्लेस पे क्या आ सकता है आपका बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 कुछ भी आ सकता है, तो वो सारे प्रोडक्शन आपने यहाँ पे लिख दिया, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड सो ऑन, दैट ऑल टाइप ऑफ प्रोडक्शन इसमें एग्जिस्ट हियर, ठीक है ना। अब इन दैट केस अल्फा एडेस लिखा आपने, ठीक है, और गामा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो एक ही प्रोडक्शन रहेगा, गामा इज आल्सो एग्जिस्ट हियर, सो आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट फैक्टर दैट इज दिस ग्रामर, ठीक है। सो इट इज फ्री फ्रॉम फैक्टरिंग, ठीक है, कॉमन फैक्टरिंग से हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दी, तो इट इज फ्री फ्रॉम कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर से फ्री होगा ये आपका, क्लियर है, तो दैट इज कॉल्ड लैप फैक्टरिंग। So let's see some example, like if we write that A tends to B, A tends to AA, AB, okay, and that is A capitals, A से आपने लिख दिया that is ए का प्रोडक्शन ए, बी का प्रोडक्शन आपने लिखा दैट इज बी कैपिटल बी एंड बी कैपिटल सी, सी से आपने लिखा दैट इज सी कैपिटल सी एंड सी टर्मिनल, ठीक है, दैट इज दिस। तो देखिए आपके तीनों प्रोडक्शन ए में, बी में और सी में, तीनों वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग आप देखें तो यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, फैक्टर दिख रहा है, लैप फैक्टर, ठीक है। फर्स्ट वाले प्रोडक्शन में आपका ए कॉमन है, दैट इज दिस, सेकंड में बी कॉमन एंड थर्ड में सी कॉमन, क्लियर है। सो वन बाय वन तीनों प्रोडक्शन के लिए, तीनों वेरिएबल के प्रोडक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा लैप फैक्टर। सो फर्स्ट ए के लिए अगर आप देखें, ए टेंड्स टू अल्फा एडिस, देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, दैट इज, इसको हम अल्फा कॉमन मान सकते हैं, ए इज बीटा 1, बी इज बीटा 2, सी इज बीटा 3, तो आप ए कॉमन फैक्टर को लिया, उसके करस्पॉन्डिंग एडिस एक नया प्रोडक्शन लिखा, एडेस टेंड्स टू आप क्या लिखेंगे, दैट इज कैपिटल ए बी एंड सी, ठीक है। सेम बी का रूल लिखा, दैट इज स्मॉल बी बी डेस, बी डेस का प्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे, दैट इज कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ठीक है। सेम सी के लिए देखिए सी सी डेस, ठीक है, एक ही था आपका कॉमन फैक्टर, दैट इज सी सी डेस, एंड सी डेस का प्रोडक्शन क्या होगा आपका, दैट इज, देखिए इन दैट केस बीटा 1 क्या है आपका, दैट इज दिस इज बीटा 1 एंड बीटा 2 इज नल, तो अगर बीटा 2 नल है तो आपको नल मेंशन करना पड़ेगा, तो दैट इज कैपिटल सी एंड नल, देखिए बिकॉज इफ यू डोंट राइट नल हियर, इन दैट केस क्या होगा आपका कि सी से आपने ये कॉल किया सी टेंड्स टू सी डेस, ठीक है। अब सी डेस की प्लेस पे अगर हम नल पुट करेंगे तभी हम स्मॉल सी जनरेट कर पाएंगे, इफ यू डोंट राइट नल हियर सो ये ग्रामर कभी टर्मिनेट ही नहीं होगी, बिकॉज द डिपेंडेंसी क्या है आपकी, ए डेस पे, ए डेस आपका ए बी सी पे, बी आपका बी डेस पे, बी डेस बी और सी पे, और फाइनली सी जो हो रहा है वो टर्मिनेट हो रहा था यहाँ पे, सो इन दैट केस ये आपको लिखना पड़ेगा, क्लियर। सो अगर बीटा की पोजीशन पे कुछ नहीं है आपको, और जो उसके पहले लिखा है दैट इज द कॉमन प्रीफिक्स रिगार्डिंग दी फैक्टर, वो किसी फैक्टर में कॉमन आ रहा है आपका, सो जस्ट एज्यूम द बीटा इज नल, सो इन दैट केस बीटा नल है तो नल की प्लेस हमने बीटा 1 बीटा 2 की प्लेस पे नल लिखा, सो दैट इज द ग्रामर आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट फैक्टर, लेफ्ट फैक्टर रिमूव करने के बाद ये ग्रामर बनेगी आपकी, क्लियर। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, grammar is s tends to 0 0 1 s, that is 0 0, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, that is 0 0 s 1 s 0, next 0 0 s 1 1, ठीक है, next 0 0 s s and 1 1, that is the grammar, ये ग्रामर दी हुई है, क्लियर है। यू वांट टू रिमूव लेफ्ट फैक्टर, तो देखिए फैक्टरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर अगर आप देखेंगे, सो कॉमन फैक्टर अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्शन में फैक्टर कॉमन दिख रहा है तो आप वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे बोले जैसे 0 0 s,
ये जो पूरा प्रोडक्शन है आपका दैट इज 001S0, ये दैट इज सिंगल कंप्लीट प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका एक कंप्लीट प्रोडक्शन है, ये सेकंड कंप्लीट प्रोडक्शन आपका दैट इज थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 प्रोडक्शन है। सो 00S आपको सब में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। दैट इज 00S here, 00S here and 00S, ठीक है। दैट इज द कॉमन फैक्टर टू ऑल टर्म्स। सो इसको आपने अल्फा मान लिया, दैट इज अल्फा, दैट इज अल्फा एंड दैट इज अल्फा। ये आपका हो जाएगा दैट इज बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड दिस इज द कंप्लीट गामा प्रोडक्शन, जहां पे कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। 3 प्रोडक्शन में फैक्टर कॉमन था, लास्ट वाले में नहीं है, तो दैट इज गामा। सो अकॉर्डिंग टू रूल कैसे चेंज करेंगे आप, रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं, सो फर्स्ट S टेंड्स टू आपने क्या लिखा, अल्फा जो कॉमन है आपने लिया है दैट इज 00S, और उसके बाद S डेस कॉल कर दिया, और इसके साथ जो आपका पीट गामा है वो एज इट इज लिख दिया। नाउ S डेस टेंड्स टू अल्फा दैट इज 00S, ठीक है, सॉरी बीटा लिखना है आपको, नॉट अल्फा, अल्फा S डेस तो लिख दिया आपने। अब S डेस की प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे आप, ऑब्वियसली बीटा से। सो बीटा 1 is 1S0, बीटा 2 is 1 and बीटा 3 is SS, ठीक है। बीटा 3 आपका क्या हो गया, दैट इज SS, सॉरी सिंगल S, दैट इज सिंगल S। 1S0, 1 and S, गामा आपने यहाँ लिख दिया था एज इट इज। अब देखिए आफ्टर रिमूविंग लैब फैक्टर, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने जब लैब फैक्टर रिमूव किया यहाँ पर, सो इन दैट केस आप देखिए तो यहाँ पर S टेस्ट जो नया वेरिएबल लिया है अगेन दैट जनरेट लैब फैक्टरिंग 1, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपकी क्या रही लैब फैक्टरिंग, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपने मैक्सिमम पोर्शन में जो कॉमन फैक्टर देखा था दैट इज 0S, 00S, 00S, ठीक है। अगर आप इन चारों को कॉमन कंसीडर करते 00S1 एंड 00S1, तो दैट इज ऑल्सो कॉमन। तो उस केस में भी क्या होता आपका, तो दैट अगर आपने वो यूज किया होता तो भी आपको 2 टाइम्स तो सॉल्व करना ही पड़ता, ठीक है। सो हम पहले ट्राई करें कि मैक्सिमम प्रोडक्शन जिसमें कॉमन आ रहा है उसके साथ ले लिया आपने, 00S 3 में कॉमन था ना। इस लेवल पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड टाइम फैक्टरिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी, दैट इज सेकंड फैक्टरिंग। नाउ सेकंड टाइम परफॉर्म करेंगे आप तो क्या आउटपुट आएगा, फर्स्ट प्रोडक्शन इज एज इट इज, दैट इज 00S S dash एंड 1 यहाँ पे आपने लिख दिया दैट इज S dash टेंड्स टू, अब ये आपका क्या हो गया, दैट इज अल्फा, इट इज बीटा 1, अल्फा दैट इज बीटा 2, और ये आपका गामा कहलाएगा। S dash टेंड्स टू अल्फा दैट इज 1, S डबल डैश कर दिया, या और भी कोई वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो हम S डैश के वाले वेरिएबल ले रहे थे S डबल डैश, और ये S एज इट इज लिख दिया आपने, दैट गामा वाला। फिर S डबल डैश से आपने क्या लिखा, दैट इज बीटा 1, S0, बीटा 2, सिंगल 1, दैट इज द फाइनल ग्रामर, ठीक है। ये आपके फाइनल ग्रामर बने। नाउ देयर इज नॉट एनी लैब फैक्टर, यहाँ पे कोई फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। So there is not any lab factor in that case. Clear? So this is the way to remove lab factoring. Lab factoring इस तरीके से आपको रिमूव करना। मान लीजिए आपका कहीं इनडायरेक्ट लैब रिकर्शन एक्सिस्ट कर रहा है, वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया दैट S टेंड्स टू AAB, A2 that is A small c, S, T and null, ठीक है, that is the grammar। तो देखिए S से A कॉल हो रहा है और A से क्या कॉल हो रहा है आपका S, तो that is called indirect left recursion, लेफ्ट रिकर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, that is left recursion। अगर आप देखें, ठीक है, so S tends to AAB, A से आपने AC लिखा, S से SD लिखा एंड नल लिखा, क्लियर है। इन दैट केस आपका क्या होगा, S से A कॉल हो रहा है और जब इस A की प्लेस पे ये वाला प्रोडक्शन आप रखेंगे, सो वो क्या बनेगा आपका, दैट इज अगेन S to S लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। और अगर आप ये वाला प्रोडक्शन यहाँ रखेंगे तो A to A बनेगा। तो देखिए एक लेफ्ट रिकर्शन तो ये दिख रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप इसको
इनडायरेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ए के प्रोडक्शन इस एस की प्लेस पे पुट करें, यानी जब भी आप पुट करेंगे तो सारे प्रोडक्शन पुट करना है, फर्स्ट टाइम ये, सेकंड टाइम ये एंड थर्ड टाइम ये। तो एक प्रोडक्शन जो इसके थ्रू बनेगा एस टेंस टू एस डी ए बी, दैट कंटेन लेफ्ट रिकर्शन, तो वो आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये वाला प्रोडक्शन इधर रिप्लेस करते हैं तो यहाँ ऑलरेडी एक लेफ्ट रिकर्शन है, एक और आ जाएगा, तो एक ही लेवल पे आपको लेफ्ट रिकर्शन सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर आप इस डायरेक्शन में पुट करते हैं, अगर आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे, सो इन दैट केस क्या होगा, आपका एस का रिकर्शन भी सॉल्व करना पड़ेगा हमें और ए का रिकर्शन भी सॉल्व करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई द बेस्ट वे कि हम क्या करें, इस प्रोडक्शन को इधर पुट कर, ठीक है। बोथ सॉल्यूशन इज पॉसिबल, दोनों आपके करेक्ट होंगे, बट शॉर्ट जो होगा आपका कि हम इजीली जिसको सॉल्व कर पाए तो हम क्या करें, ए वाला प्रोडक्शन, एस का जो प्रोडक्शन है वो ए के प्रोडक्शन में पुट कर, दैट इज दिस। देखिए जितने भी प्रोडक्शन होते हैं सारे पुट करने, बट यहाँ पे एक ही है तो एक ही पुट करना है आपको, दैट इज एस टेंस टू ए ए बी, ये एज इट इज रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं। ए से ए सी, एस की प्लेस पे आपने ये रख दिया, दैट इज ए ए बी एंड डी और नल एज इट इज, ठीक है। दैट इज दिस, ये कंडीशन बनी आपकी, एस से ए ए बी, ए से ए सी, ए ए बी एंड डी, ठीक है ना। अब ए से ए कॉल हो रहा है और ए से ए कॉल हो रहा है, ये लेफ्ट रिकर्शन दिख रहा है आपको दोनों जगह, जस्ट अप्लाई द प्रोसीजर, ठीक है। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, लेफ्ट रिकर्शन अप्लाई कर देंगे। सो इन दैट केस आप क्या बोलेंगे, दैट इज, ये आपका अल्फा हो गया, ठीक है, इट इज बीटा, ठीक है, अल्फा एंड उसके बाद जो भी लिखा है आपने दैट इज बीटा, क्लियर, सॉरी अल्फा 1, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग दैट कॉमन फैक्टर जो आ रहा है आपका, उसके बाद वाला हम क्या बोलेंगे, दैट इज अल्फा। तो इनिशियल वाले प्रोडक्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वहां अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड प्रोडक्शन अगर आप देखें, दैट ग्रामर का सेकंड प्रोडक्शन जो है आपका, दैट इज ए, दैट इज अल्फा 1, दैट इज अल्फा 2 एंड इट इज बीटा। अब देखिए बीटा आपका नल है, किस तरीके से रिप्लेस करेंगे आप, S tends to AAB as it is, there is not any issue. Now A2 left regression, हम क्या लिखते हैं, beta 1 A dash, beta 1 is that null, तो null dot A dash क्या आएगा आपका, null dot A dash, that is equivalent to A dash, यानी A से डायरेक्टली क्या आएगा आपका A dash, and A dash का प्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे, that is C A dash ABD A dash, ठीक है, अल्फा 1 A dash, अल्फा 2 A dash, बीटा 1 A dash पहले लिख दिया हमने, अल्फा 1 A dash, अल्फा 2 A dash एंड A dash से आपका नल जो जनरेट होता है वो प्रोडक्शन आपको इंक्लूड करने की। तो दैट इज द ग्रामर आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। तो ये आपकी ग्रामर बनेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो लेफ्ट रिकर्शन आपका गिवन था, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्शन, इज इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्शन, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको रिमूव करना है इनडायरेक्ट लेफ्ट रिकर्शन को, क्लियर है ना। अब मान लीजिए आपका एक ही प्रोडक्शन के अंदर, एक ही ग्रामर के अंदर आपके दोनों प्रॉब्लम्स दिख रही है, आपको लेफ्ट रिकर्शन भी दिख रहा है और लेफ्ट फैक्टरिंग भी दिख रहा है। सो हाउ टू रिमूव दैट, ठीक है। सो मान लीजिए आपने ग्रामर लिखे, दैट इज S टेंड्स टू AS SA and A, क्लियर। सो इन दैट केस आप देखिए तो S से जब S कॉल करते हैं तो दैट इज लेफ्ट रिकर्शन, और यहां पे अगर आप देखें तो दैट इज कॉमन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट फैक्टरिंग, ये लेफ्ट फैक्टरिंग होगी आपकी। सो अगर दोनों एक में रिमूव है और आपको बोला है कि रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन एंड फैक्टरिंग फ्रॉम दिस ग्रामर, सो इफ बोथ प्रेजेंट देन फर्स्ट रिमूव लेफ्ट रिकर्शन, ठीक है। सबसे पहले आप क्या रिमूव करेंगे, लेफ्ट रिकर्शन, एंड आफ्टर देन रिमूव करने के बाद अगर फैक्टरिंग दिख रही है, देखिए हो सकता है लेफ्ट रिकर्शन रिमूव करने के बाद लेफ्ट फैक्टरिंग भी रिमूव हो जाए ऑटोमेटिक। अगर लेफ्ट फैक्टरिंग दिख रही है तो फिर लेफ्ट फैक्टरिंग रिमूव करना है, अदरवाइज डायरेक्टली आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो फर्स्ट रिमूव लेफ्ट रिकर्शन एंड देन लेफ्ट फैक्टरिंग, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ्ट फैक्टर रिमूव करना है। देखिए लेफ्ट रिकर्शन पहले रिमूव करते हैं। तो ग्रामर क्या है हमारी, दैट इज S टेंड्स टू AS SA and A according to left recursion, that is here
लेफ्ट रिकर्शन इज हियर, तो ये आपका क्या होगा अल्फा, दैट इज बीटा 1 एंड बीटा 2, ये बीटा 2 हो गया आपका। सो प्रोडक्शन कैसे लिखेंगे आप, S tends to beta 1, that is AS S dash and beta 2, that is AS dash, beta 1 is AS S dash, beta 2 is AS dash, and S dash का प्रोडक्शन आपको लिखना है अल्फा 1, that is again A, अल्फा इज सिंगल तो A S dash एंड नल, ये इंक्लूड करना है, ठीक है। तो देखिए आफ्टर रिमूविंग लेफ्ट रिकर्शन
लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट फंक्शन। देखिए फर्स्ट क्या होता है आपका, फर्स्ट इज द फंक्शन इफ देयर इज अ वेरिएबल, किसी वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखते हैं, इफ देयर इज अ वेरिएबल एंड फॉर्म्स that variable, if we try to derive all the string, then the beginning of terminal symbol is called first। ठीक है, what is the meaning of that line? मीनिंग ये आपका कि आपके पास कोई भी ग्रामर है, ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स हैं आपके उस ग्रामर में, इफ यू वांट टू फाइंड द फर्स्ट ऑफ दैट वेरिएबल, तो फर्स्ट का मतलब है कि उस वेरिएबल से जितनी स्ट्रिंग आप जनरेट कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दैट वेरिएबल, यानी उस वेरिएबल जो उस ग्रामर में, उस वेरिएबल के कुछ प्रोडक्शंस होंगे, ठीक है। सो आपके जो भी प्रोडक्शन है उस ग्रामर में, उस पर्टिकुलर वेरिएबल ए के वेरिएबल के जितने भी प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन के थ्रू आप जितनी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, जितनी डिफरेंट स्ट्रिंग यू कैन डिराइव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, ठीक है, विद द डिफरेंट स्टार्टिंग सिंबल्स, ठीक है। यानी कि आपने बोल दिया कि एक स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होने वाली जनरेट कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होने वाली जनरेट कर सकते हैं, मान लीजिए एक स्ट्रिंग सी से स्टार्ट होने वाली जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ए कंटेन, then first of A contain all the characters, ठीक है, all the input for which this string is generated, तो that is A, B, C, ये तीनों आपके इस सेट में आ जाएंगे। तो first of A contain A, B and C, got it, ठीक है। सो इन दैट केस इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मतलब फर्स्ट का मीनिंग ये होता है, ठीक है। सो वो सारे कैरेक्टर्स, स्टार्टिंग कैरेक्टर ऑफ दैट स्ट्रिंग्स दैट आर जनरेटेड बाय दैट वेरिएबल, क्लियर है। नाउ लेट्स first of x for a grammar x is the set of terminal that begin the string derivation from x, ठीक है। first of x from for the grammar x, symbol x, वही पॉइंट हमने बोला है, is the set of string that begin the string derivable from x, ठीक है, जो यहाँ से क्या हो रही है आपकी जनरेट हो रही है। सो वही आपकी जनरेट हो रही है। सो वही पॉइंट हो गया। अब हाउ टू कैलकुलेट, अगर मान लीजिए आप देखिए जैसे सिंपल वे में अगर हम देखें, ए से अगर आपने लिखा दैट इज ए, कैपिटल ए, एंड ए का सेकंड प्रोडक्शन आपने लिख दिया दैट इज स्मॉल ए, ठीक है, या आपने लिख दिया दैट इज स्मॉल बी। तो देखिए ए से आप एक स्ट्रिंग क्या जनरेट कर सकते हैं, यू कैन जनरेट द स्ट्रिंग ए टू, अगर आपने ए कॉल किया, फिर इस ए की प्लेस पे मान लो अगेन आप ए रखते हैं, कितनी भी बार इसे कॉल कर ले, फाइनली आप टर्मिनेट किससे करेंगे, बी से। तो ये सारी स्ट्रिंग ए से जनरेट हो रही है, और एक आप डायरेक्ट बी जनरेट कर सकते हैं ए से, ए टेंड्स टू बी यूज करके। तो ए से दो टर्मिनल जनरेट हो रहे हैं, मतलब दो टर्मिनल से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, ए से स्टार्ट होने वाली और एक बी से स्टार्ट होने वाली। बी से एग्जैक्टली वन जनरेट होगी और ए वाली इनफाइनाइट सेट को जनरेट करेगी। सो दो इनपुट की करस्पॉन्डिंग आपकी क्या हो रहे हैं, टर्मिनल जनरेट हो रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ दैट वेरिएबल ए आप क्या इंक्लूड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ए में आप क्या लिखेंगे, दैट इज ए एंड बी, ठीक है। तो अगर आप इसका फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए कॉमा बी, ये क्या होगा आपका, दैट इज ए कॉमा बी, क्लियर, दैट इंक्लूड इन दिस केस, गॉट इट। नाउ अब हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट, ठीक है, ये तो हमने सिंपल एग्जांपल लिखा जिससे डायरेक्टली व्हाट ऑफ डिफरेंट रूल्स, कैसे अगर आपने डायरेक्ट टर्मिनल लिखा हुआ है तो ठीक है, वेरिएबल है तो कैसे कॉल करेंगे हम। तो देखिए रूल्स टू कंप्यूट द फर्स्ट सेट इज दैट इफ x इज टर्मिनल, अगर x आपका टर्मिनल है, यानी हम फर्स्ट ऑफ x कैलकुलेट करना चाहते हैं, x इज टर्मिनल देन फर्स्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू x, यानी कि आपने मान लीजिए किसी टर्मिनल का फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इज ऑलवेज दैट टर्मिनल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ दैट टर्मिनल इज ऑलवेज दैट टर्मिनल। अब ये क्यों रिक्वायर्ड होंगे हमारा फर्स्ट कैलकुलेट करना, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोसीजर, हम आगे देखते हैं। इफ x टेंड्स टू नल, यानी x वेरिएबल है और x से आपका नल जनरेट हो रहा है, इज द प्रोडक्शन रूल दैट एड नल टू द फर्स्ट x, यानी कि अगर आपके किसी वेरिएबल से नल डायरेक्ट कॉल हो रहा है, डायरेक्ट नल जनरेट हो रहा है, इन दैट केस आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वेरिएबल के फर्स्ट में आपको वो नल इंक्लूड करना है दैट इज प्रेजेंट इन द सेट ऑफ फर्स्ट ऑफ दैट वेरिएबल इफ इट डायरेक्टली जनरेट। देखिए ए से नल डायरेक्ट जनरेट हो रहा है तो आपको क्या करना है, उसे इंक्लूड करना है। नाउ पहला केस आपने देखा, कोई टर्मिनल है तो उसके लिए डायरेक्ट लिखेंगे, x टेंड्स टू नल प्रोडक्शन है तो आप उसकी फर्स्ट के सेट में वो नल आप यूज करेंगे। नाउ इफ x टेंड्स टू y1 y2 एंड y3 अप टू yn इज अ प्रोडक्शन, ठीक है, x से आपके क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, यानी कि
the length of production is more than that, ठीक है। सो इन दैट केस अगर n लेंथ का प्रोडक्शन है आपका, सो फर्स्ट ऑफ x कैलकुलेट करने पे आप क्या बोलते हैं, y1 y2 y3 इज द वेरिएबल। ये कैपिटल y1 y2 अगर आपके वेरिएबल है या टर्मिनल है, सो उन केस में कैसे कैसे आप आउटपुट जनरेट करेंगे। तो हमने बोला फर्स्ट ऑफ x कैलकुलेट करना है आपको, तो फर्स्ट ऑफ x इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ y1। अब y1 अगर आपका टर्मिनल हुआ तो डायरेक्टली वही टर्मिनल आ जाएगा। अगर y1 वेरिएबल है तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, y1 के प्रोडक्शन देखने हैं आपको, ठीक है। y1 के प्रोडक्शन से आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि प्रोसीजर फर्स्ट का रिकर्सिवली आप जनरेट करते जाएंगे ना। फर्स्ट ऑफ y1 कंटेन नल, अगर y1 में नल कंटेन हो रहा है, फर्स्ट के y1 में क्या है आपका नल है, इन दैट केस फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ x इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ y1 माइनस नल यूनियन फर्स्ट ऑफ y2। यानी देखिए अगर हमने यहाँ पे क्या बोला कि एक प्रोडक्शन आपका एक वेरिएबल है x टेंड्स टू y1 y2, ठीक है। मान लीजिए इस टाइप से आपका जनरेशन हो रहा है, दैट y3 एंड सो ऑन। तो x का फर्स्ट निकालना है, तो अगर y1 आपका टर्मिनल है तो डायरेक्ट वो टर्मिनल उस x के फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। अगर y1 वेरिएबल है तो उस y1 का फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे आप, ठीक है। अगर y1 के फर्स्ट में नल आ रहा है तो बाकी सारे एलिमेंट तो इंक्लूड करने हैं आपको, उस नल को माइनस कर देना है और फिर आगे वाले जो स्ट्रिंग है आपकी दैट इज y2 y3 उसका फर्स्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि पहले y2 का कैलकुलेट करेंगे। इफ y2 इज अगेन कंटेन नल, यानी कि मान लीजिए y2 ने भी नल कंटेन किया, तो फर्स्ट ऑफ x की इक्वेशन क्या बनती जाएगी आपकी, दैट ये फर्स्ट आपने लिखा फर्स्ट ऑफ y1 माइनस नल यूनियन, आप ये लिख रहे हैं। मान लीजिए इस सेट में भी नल है आपका, तो फिर आप क्या लिखेंगे, यूनियन फर्स्ट ऑफ y2 माइनस नल, इसमें से भी नल माइनस किया आपने, यानी नल को रिमूव करना कर रहे हैं हम, फिर यूनियन किया हमने फर्स्ट ऑफ y3, जब तक आपके सारे प्रोडक्शन की जो लेंथ है उस सारे यूज नहीं हो जाते। अगर नल कंटेन कर रहा है तो आगे बढ़ना है, मैं अगर नल कंटेन नहीं कर रहा तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो इफ फर्स्ट ऑफ y1 कंटेन नल और ऑल i इक्वल्स टू 1 to n, अब देखिए अगर ये माइनस करते जाएंगे, मान लीजिए y3 में कोई नल नहीं है तो y1 के फर्स्ट में जो सारे टर्मिनल्स आ रहे हैं वो इंक्लूड किए, प्लस y2 के सेट में जो टर्मिनल्स आ रहे हैं वो इंक्लूड करेंगे, प्लस y3 के सारे टर्मिनल आप क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इफ y3 डज नॉट कंटेन नल, तो जो टर्मिनल्स है वो आ जाएंगे। अब y3 भी अगर नल कंटेन कर रहा है, यानी कि इस प्रोसीजर में हम बोल रहे हैं ओनली 3 y1 y2 y3 तीन लेंथ का प्रोडक्शन है, इफ y3 कंटेन नल, सो इन दैट केस आप क्या करेंगे, उस नल को फिर इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, उस नल को रिमूव कर सकें। यानी सिंपल सा लॉजिक क्या है आपका, कोई भी प्रोडक्शन है A टेंड्स टू BC, A का फर्स्ट निकालना है तो B का फर्स्ट निकाला, B के फर्स्ट में अगर नल है तो उस नल को हटा के हम कहाँ गए, C के फर्स्ट पे। इफ C का फर्स्ट कंटेन नल, तो इन दैट केस अगर आगे कोई वेरिएबल है तो जाएंगे, बट नहीं है तो फिर उस नल को इंक्लूड करना है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा BCD तीन वेरिएबल है, B के फर्स्ट में नल है तो इस नल को माइनस किया, C को इंक्लूड किया, C का फर्स्ट में भी नल है तो हम माइनस करके D पे जाएंगे, और मान लीजिए C के फर्स्ट में नल नहीं है तो सिर्फ B का फर्स्ट और C का फर्स्ट आएगा और B का नल जो है वो रिमूव हो जाएगा आपका। दैट इज द लॉजिक, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा दैट इज फर्स्ट ऑफ A का फर्स्ट कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास B और C का फर्स्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ऑब्वियसली इट इज कैलकुलेट फ्रॉम देयर प्रोडक्शन रूल, ठीक है। अब मान के चल रहे कि B के फर्स्ट में आपका दैट इज A एंड नल, ठीक है, और फर्स्ट ऑफ C कंटेन दैट इज AB, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ C में आपने के लिए लिया AB, तो फर्स्ट ऑफ A में आपका क्या आया, देखिए फर्स्ट ऑफ A में पहले आपने B का फर्स्ट निकाला दैट इज A कॉमा नल, दैट कंटेन नल, तो इस नल को माइनस किया हमने, यूनियन फर्स्ट ऑफ B, फर्स्ट ऑफ B क्या है आपका AB। अब इसमें नल नहीं है आपका तो फिर D पे नहीं जाना है, अगर इसमें भी नल होता तो उस नल को माइनस करके हम कहाँ जाते, D पे जाते। सो द फर्स्ट ऑफ A इज ओवरऑल A, इधर से A आ रहा है उसको इंक्लूड नहीं करना है आपको, एक ही बार लिखना है एक सेट में एक एलिमेंट, तो AB ओनली 2 टाइम्स, ठीक है। A दो जगह से आ रहा है तो एक ही बार इंक्लूड करेंगे, सो AB इज द फर्स्ट। देखिए थर्ड पॉइंट वही है, फर्स्ट ऑफ yi कंटेन नल और ऑल i 1 to n, यानी सब में नल आता जा रहा है आपका, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ऑफ x में नल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो दैट इज द प्रोसीजर, ये रूल्स होते हैं आपके टू कैलकुलेट फर्स्ट। क्लियर? नाउ अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, हाउ टू कैलकुलेट द फर्स्ट। नाउ लेट्स
consider the grammar that S tends to AA and BB, A2 A and null, B2 आपने बोल दिया दैट इज BB एंड null। तो देखिए जब भी आप किसी ग्रामर में फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इन दैट केस आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक कर लेना है कि एस में कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं। देखिए एस के प्रोडक्शन में अगर आप देखें तो एस में एक वेरिएबल है कैपिटल ए और एक वेरिएबल क्या है आपका कैपिटल बी। तो एस के प्रोडक्शन में वेरिएबल ए और बी आ रहा है, यानी कि अगर कहीं ना कहीं हमें ए और बी की रिक्वायरमेंट हो सकता है कि पड़ जाए, सो हम फर्स्टली क्या देखें दैट ए से आपका क्या आ रहा है ए बी एंड बी से क्या आ रहा है बी। सो आप पहले किसका फर्स्ट निकालें इन वेरिएबल्स का, ए किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। देखिए ए के प्रोडक्शन में सिर्फ ए लिखा हुआ है, बी के प्रोडक्शन में सिर्फ बी लिखा है। तो फर्स्ट कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ कैपिटल ए फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी एंड देन फाइंड द फर्स्ट ऑफ एस, ताकि अगर हमें कहीं ए की रिक्वायरमेंट होगी तो वो पहले से कैलकुलेटेड होगा हमारे पास। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट अगर हम फाइंड करें, मान लीजिए हम एस के लिए पहले फर्स्ट लिखते हैं फर्स्ट ऑफ एस, तो क्या आएगा आपका जितने भी प्रोडक्शन है। देखिए अभी हमने सिंगल प्रोडक्शन के लिए लॉजिक बोला, सारा रूल आपको हर प्रोडक्शन पे अप्लाई करना है। इस पे सेम रूल, फर्स्ट ऑफ स्टार्टिंग टर्मिनल वेरिएबल क्या है आपका दैट इज ए, ठीक है, यानी कि देखिए पूरा प्रोडक्शन पहले हम लिख देते हैं दैट इज फर्स्ट ऑफ दिस यूनियन फर्स्ट ऑफ बीबी। अब इस पूरे प्रोडक्शन में पहले जो भी प्रोडक्शन का फर्स्ट डिजिट जो है आपकी फर्स्ट कैरेक्टर जो है उसका फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको। इफ दैट कंटेन नल, अगर इसमें नल आता है तो आगे जाना है। तो देखिए ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इज ऑलवेज टर्मिनल, तो यहां से नल का कोई चांस नहीं। यूनियन फर्स्ट ऑफ बी, सो फर्स्ट ऑफ ए टर्मिनल का फर्स्ट ऑलवेज टर्मिनल होता है, फर्स्ट ऑफ बी इज आल्सो बी, तो एस के फर्स्ट में क्या आ गया आपका ए और बी आएगा दैट इज दिस। ठीक है, ये फिक्स है आपका। नाउ फर्स्ट ऑफ एस के बाद हम निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ए। नाउ फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ए का फर्स्ट निकाला हमने, यूनियन फर्स्ट ऑफ नल। तो देखिए ये नल लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमने पहले ऑलरेडी लिखा है किसी वेरिएबल से अगर नल जनरेट होगा तो वो डायरेक्टली इंक्लूड कर लेंगे। अब अगेन फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए मतलब आप किसका फर्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट कैरेक्टर का दैट इज टर्मिनल, यूनियन दैट इज नल, सो ए और नल दोनों इंक्लूड करना है। यहाँ से ए आएगा, सेकंड सेट से आपने नल लिखा है, तो फर्स्ट ऑफ ए कंटेन नल। नाउ फर्स्ट ऑफ बी कैपिटल बी क्या आएगा आपका दैट इज फर्स्ट ऑफ बी बी यूनियन फर्स्ट ऑफ नल। क्लियर है? नाउ फर्स्ट ऑफ बी इज अगेन आप क्या लिखेंगे दैट इज सिंपल फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर दैट इज बी यूनियन दैट कंटेन नल। तो यहां से आपका आ गया दैट इज बी कॉमा। देखिए डायरेक्ट नल जनरेट हो रहा है तो वो ऑलवेज आपको इंक्लूड करना है, वो हमेशा आप इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? बिकॉज द रीजन इज दैट जो नल आपने इंक्लूड किया है वो आपका उस वेरिएबल से डायरेक्ट जनरेट हो रहा है, तो उसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है कि आप माइनस करके उसको आगे ग्रो कर सकें। क्लियर है? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। If we write the production like S tends to AB, ठीक है, A2 AA and null and B2 BB and null। अब देखिए S के प्रोडक्शन में डायरेक्ट आपका वेरिएबल दिख रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, और वो वेरिएबल क्या है A, तो कहीं ना कहीं A के फर्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी आपको। ठीक है, यानी आप अगर यहाँ पर लिखेंगे दैट फर्स्ट ऑफ S, फर्स्ट ऑफ S आप क्या लिखेंगे फर्स्ट ऑफ S इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ, पहले आप कंप्लीट प्रोडक्शन लिख सकते हैं दैट इज ए बी। अब वन बाय वन चेक करेंगे, यानी कि इट इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट ऑफ ए। फर्स्ट ऑफ ए जो आएगा आपका वो यहाँ पे आप पुट करके इसको क्या करेंगे कंप्लीट सॉल्व करेंगे। सो पहले आप फर्स्ट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे, अगर ए के फर्स्ट में नल है, मान लीजिए ए के फर्स्ट में नल आता है तो उस नल को माइनस करके बी का फर्स्ट निकालें, और अगर बी के फर्स्ट में भी नल आएगा तो फिर इंक्लूड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। ठीक है, सो फर्स्ट कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ए। देखिए फर्स्ट ऑफ ए क्या होगा आपका दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ
ए कैपिटल ए यूनियन फर्स्ट ऑफ नल। सो यहां से आपका ए आएगा, क्लियरली दिख रहा है, स्टार्टिंग में टर्मिनल है, और सेकंड से आपका क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑफ ए कंटेन नल। ठीक है, सो इस नल को इंक्लूड करना है क्योंकि ये डायरेक्टली जनरेट हो रहा है। सेम फर्स्ट ऑफ बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट कंटेन फर्स्ट ऑफ बी कैपिटल बी यूनियन, डायरेक्ट नल लिख सकते हैं आप। ठीक है, सो बी कॉमा नल यहां से आ जाएगा आपका, दैट इज बी एंड नल। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ए, अब फर्स्ट ऑफ ए क्या है आपका, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ए कंटेन ए कॉमा नल, नल आ रहा है तो इसको आपको माइनस करना है, फर्स्ट ऑफ ए दैट इज ए कॉमा नल माइनस नल यूनियन फर्स्ट ऑफ ए बी, दैट इज फर्स्ट ऑफ ए बी। सो ए कॉमा नल माइनस नल यूनियन फर्स्ट ऑफ बी, ए तो ऑलरेडी आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो उसके आगे के प्रोडक्शन के लिए जनरेट करेंगे हम, दैट इज बी। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज फर्स्ट ऑफ बी। अब देखिए इसमें से नल माइनस किया, यानी कि यहां से सिर्फ ए बचा आपका, ए नल माइनस नल, यानी कि नल रिमूव कर दिया हमने उस सेट में से, यूनियन फर्स्ट ऑफ बी इज बी कॉमा नल, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारे पास, दैट इज दिस। अब ए यूनियन बी कॉमा नल, तो डेफिनेटली ये यहाँ पे आपका, अब इस नल को माइनस नहीं कर सकती क्योंकि इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं है, तो ए कॉमा बी कॉमा नल इज इन दी फर्स्ट ऑफ एस। क्लियर है? देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या है आपका, कि ये जो फर्स्ट आ रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, ये वो टर्मिनल से जिसकी टर्मिनल की स्ट्रिंग्स इस पर्टिकुलर वेरिएबल से आप जनरेट कर सकते हैं। एस से आप कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, जो ए से स्टार्ट होगी, बी से स्टार्ट होगी, या जो नल होगी। ठीक है, ए से आप कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, जो ए से स्टार्ट होगी, बी से कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, जो बी से स्टार्ट होगी। क्लियर है? तो दैट ऑल अबाउट द फर्स्ट कैपिटल वेरिएबल एस ए एंड बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। नाउ लाइक वी राइट द वन मोर एग्जांपल, let's consider that one more example, like s tends to capital A B 0 C, ठीक है, and A tends to capital B C। A से आपने प्रोडक्शन लिखा, that is B C, B contain 1 and null, C contain 0 and null। क्लियर है? C के दो प्रोडक्शन है, 0 एंड null, B के दो प्रोडक्शन है, 1 एंड null। तो देखिए अगेन आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो s वेरिएबल है आपका, इट डिपेंड्स ऑन, इस पे डिपेंड कर रहा है आपका, दैट इज डिपेंड्स ऑन दी a एंड b। ठीक है, स्टार्टिंग में a b और c, इसके पूरे प्रोडक्शन में तीनों वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, यानी उन तीनों की फर्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी आपको। सो फर्स्ट ऑफ s, अगर आप इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ s इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ कैपिटल A B 0 C, पूरा प्रोडक्शन लिख दिया हमने। वन बाय वन चेक करेंगे। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ए, अगर इसमें नल आएगा तो हम बी पे जाएंगे, नल को माइनस करके, बी पे नल आएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ, देखिए ए इज आल्सो डिपेंड ऑन बी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ए की अगर आप बात करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बी सी, दैट इज दिस। सो अगेन आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ बी। ठीक है, अगर इसमें नल आता है तो हम कहां पे जाएंगे, सी में जाएंगे। सो फाइनली एट द एंड आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना रहेगा, फर्स्ट ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो हमने ये दोनों इक्वेशन लिख दी, बट जब तक हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जब तक हम बी और सी को कैलकुलेट नहीं कर लेते। तो फर्स्ट ऑफ बी क्या आएगा आपका, तो देखिए फर्स्ट ऑफ बी इज, जस्ट राइट डाउन हियर दैट फर्स्ट ऑफ बी इज इक्वल्स टू, देखिए अब डायरेक्टली आपका टर्मिनल है 1 एंड नल, यानी फर्स्ट ऑफ नल, ठीक है, यूनियन फर्स्ट ऑफ 1। ठीक है, पहले 1 का लिखते हैं, पहले यूनियन नल लिखते हैं, एक ही बात है आपका। तो दैट इज 1 कॉमा नल आना है, दैट इज फिक्स। फर्स्ट ऑफ सी, दैट सी कंटेन फर्स्ट ऑफ 0 यूनियन फर्स्ट ऑफ नल, दैट इज नल ओनली। क्लियर है? सो दैट इज इक्वल्स टू 0 कॉमा नल, ये दो स्ट्रिंग सेट आ गया आपके पास। नाउ अब बी और सी दोनों के फर्स्ट आपके पास अवेलेबल है, तो फर्स्ट ऑफ ए, यानी कि पहले ए का कैलकुलेट करेंगे, उसका आप यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ए में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ बी,
दैट फर्स्ट ऑफ बी कंटेन, क्या है आपके पास बी के फर्स्ट में 1 एंड नल, माइनस दैट नल यूनियन फर्स्ट ऑफ सी, सी के फर्स्ट को आपने यूनियन किया, तो यहां से नल माइनस किया तो क्या बचा 1 यूनियन फर्स्ट ऑफ सी कितना आपका, दैट इज 0 एंड नल। सो डेफिनेटली इस नल को आपको अब क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज आगे कोई वेरिएबल नहीं। सो 1 नल आया आपके पास। तो देखिए एस के फर्स्ट में हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ए कंटेन 1 कॉमा नल। नाउ रिमूव दैट नल एंड जस्ट परफॉर्म यूनियन फर्स्ट ऑफ बी, आगे का जो वेरिएबल है उसका फर्स्ट लिया हमने, ठीक है। फिर 1 माइनस नल, तो यहां से बचा 1, फर्स्ट ऑफ बी क्या आएगा आपका, दैट इज फर्स्ट ऑफ बी इज आल्सो 1 कॉमा नल, दैट इज 1 कॉमा नल। इस नल को माइनस किया आपने, यूनियन, इसके आगे क्या है आपका, दैट इज 0, सो फर्स्ट ऑफ 0, फर्स्ट ऑफ 0, 0 इज टर्मिनल। अब देखिए जैसे ही आपको टर्मिनल मिला यानी आप श्योर हो गए कि इसमें नल नहीं आएगा आपका, तो यहां से 1 आ रहा है, इधर से 1 नल माइनस नल, नल माइनस हुआ, क्या बचा 1, दैट इज 1 यूनियन फर्स्ट ऑफ 0, टर्मिनल का फर्स्ट क्या रहेगा 0 ही रहेगा, तो दैट इज 1 1 0, 1 रिपीट हो रहा है तो 2 ही बार लिखना है आपको 1 0, तो दैट इज नॉट एनी नल। तो ए के फर्स्ट में नल है आपका, बी के फर्स्ट में नल है और सी के फर्स्ट में नल, बट एस के फर्स्ट में नल नहीं है। तो देखिए एस के फर्स्ट में नल का रीजन क्या है, देखिए सॉरी ए का फर्स्ट जो है आपका, ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर, 1 माइनस नल दिस 10 0 नल, ये ए के फर्स्ट में 1 0 नल आएगा आपका, 3 टर्मिनल्स आएंगे, 1 भी आएगा 0 भी आएगा एंड नल भी आएगा, क्लियर है। सो वैसे फाइनल रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा, बट ए के फर्स्ट में आपको 1 0 नल लिखना है, ऑब्वियसली यहां से 1 आ गया था और बी के फर्स्ट से 0 और नल आ रहा है, सो इंक्लूड दिस टू टर्म, ठीक है। तो 1 0 नल, दैट 1 0 नल आपको यहां पर भी लिखना है, फर्स्ट ऑफ ए, दैट इज दिस 1 0 नल, फिर नल को माइनस किया तो क्या बचेगा आपका, दैट इज 1 एंड 0, ठीक है। सो दैट कंटेन 1 एंड 0 बोथ, क्लियर। सो दैट इज 1 कॉमा 0, नल माइनस कर दिया, यूनियन 1 नल माइनस नल, यहां से नल माइनस हुआ तो देखिए क्या बचेगा, इधर से 1 0, फिर यहां से 1 आ जाएगा आपका और लास्ट वाले सेट से क्या आ जाएगा 0, सो रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 2 टाइम लिखना है आपको 1 0, फाइनल आंसर वही रहेगा। तो देखिए जिस भी वेरिएबल के प्रोडक्शन में, यानी वेरिएबल का अगर एक प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन में किसी भी प्लेस पे कोई टर्मिनल दिख रहा है आपको, दैट इज टर्मिनल, ठीक है। तो अगर कोई भी टर्मिनल वहां पे आपको दिख रहा है तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, उसके फर्स्ट में कभी नल नहीं आएगा, क्योंकि आप माइनस, अगर इसमें नल भी होगा तो आगे जाएंगे आप माइनस करके, फिर इसमें नल हुआ तो आगे जाएंगे माइनस करके, बट जैसे ही आपको टर्मिनल मिला इट कैन नॉट जनरेट नल, वो नल जनरेट कर ही नहीं सकता, बिकॉज टर्मिनल ऑलवेज जनरेट टर्मिनल। सो हम श्योर हो गए कि उसके आगे हमें मूव नहीं करना, यानी कि फर्स्ट ऑफ एस में कभी नल जनरेट नहीं होगा। अगर सारे वेरिएबल्स है, जैसे बी में सारे वेरिएबल, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है नल जनरेट करने की, अगर बी और सी दोनों नल जनरेट करते हैं, और बी और सी दोनों नल जनरेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर आपका नल आ सकता है, दैट मे कंटेन नल, क्लियर है। सो इस तरीके से आपको वहां पर देखना है, क्लियर। सो इन दैट केस इस तरीके से आपको चेक करना है उसमें। नाउ लेट्स वन मोर एग्जांपल, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। That like grammar is that S tends to capital E, A, capital C and B, ठीक है, that is C, small b and capital B. Next production of this is capital B and A. Now what is the production of A? So production of A is D, small a, small d, small a, capital B, small c, या कैपिटल सी लिख लेते हैं। Now B से आपने जनरेट किया दैट इज G एंड नल, एंड कैपिटल C से आपका प्रोडक्शन है H एंड नल, क्लियर है। सो देखिए इन दैट केस अगेन आप अगर देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ S कैलकुलेट करने के लिए आपको A की रिक्वायरमेंट है, C और B की, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, क्योंकि तीनों प्रोडक्शन के फर्स्ट प्लेस पे आपका वेरिएबल लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ A के लिए आपको D और B चाहिए, कैपिटल B, ये D डायरेक्ट जनरेट करेगा, यानी कि B और C का फर्स्ट पहले पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ B कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज डायरेक्टली आपको दिख रहा है टर्मिनल, इस टर्मिनल का फर्स्ट ऑलवेज क्या आएगा, दैट फर्स्ट ओनली G एंड नल डायरेक्टली इंक्लूड होगा, तो G एंड नल आ गया, दैट फर्स्ट ऑफ B।
नाउ फर्स्ट ऑफ सी, कैपिटल सी की अगर बात करें आप तो क्या आएगा, दैट इज एच कॉमा नल, ठीक है, दैट इज एच एंड नल एंड जी एंड नल। तो फर्स्ट ऑफ बी और सी आप डायरेक्ट कैलकुलेट करिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ए की अगर आप बात करते हैं तो कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ए। देखिए ए का फर्स्ट क्या आएगा आपका, फर्स्ट ऑफ डी ए यूनियन फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी सी, क्लियर है। तो इन दैट केस क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट ऑफ डी ए, तो फर्स्ट टर्मिनल जो भी है उसका पहले फर्स्ट चेक करेंगे। तो ऑब्वियसली टर्मिनल डी ए में पहला पार्ट क्या है आपका, स्मॉल डी, और उसका फर्स्ट क्या आएगा आपका, डी ओनली। सो वो डी आ रहा है तो उसके आगे नहीं जाना है, ठीक है। हम किसी भी प्रोडक्शन को एक्सटेंड कंप्लीट कब करेंगे, जब आपका फर्स्ट पार्ट से नल आ रहा है तो हम सेकंड पे जाएंगे, सेकंड पार्ट से नल आ रहा है तो थर्ड पे जाएंगे एंड सो ऑन। दैट इज डी, यहां से जो डी आ गया आपका। यूनियन फर्स्ट ऑफ बी, बी का फर्स्ट क्या है आपका, जी एंड नल, दैट इज दिस जी एंड नल बोथ। नल आ रहा है तो माइनस करना है नल को एंड यूनियन करना है आपको किसका, फर्स्ट ऑफ सी। फर्स्ट ऑफ सी यूनियन क्या, क्लियर। तो देखिए क्या आएगा आपका यहाँ पर, दैट इज डी यहां से, ठीक है, यूनियन जी माइनस नल इज जी, ठीक है, जी नल माइनस नल, यूनियन फर्स्ट ऑफ सी। व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ सी, दैट इज एच कॉमा नल। अब देखिए आपके सी के फर्स्ट में भी नल आए, सो अब आगे मूव कर सकते हैं आपके, नहीं, बिकॉज देयर इज नॉट एनी वेरिएबल और टर्मिनल इन दैट प्रोडक्शन। सो डी जी एच एंड नल, that all terminals D, G, H and null are in the first of A। क्या निकाला आपने, that is first of A, clear। now next we calculate the first of S। first of S क्या आएगा आपका, तो देखिए first of S अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, that is first of capital S is सबसे पहले first of ABC या ACB लिख सकते हैं, यूनियन first of कैपिटल सी स्मॉल बी कैपिटल बी सेकेंड प्रोडक्शन, यूनियन फर्स्ट ऑफ कैपिटल बी स्मॉल ए दैट प्रोडक्शन। तो ये तीनों वेरिएबल इस एस के तीन अलग अलग प्रोडक्शन थे, तो तीनों पे आपको इंडिविजुअल रूल अप्लाई करके कैलकुलेट करना है, और फिर जितनी भी टर्मिनल्स आ रहे हैं वो सारे यूनियन कर देने, प्लस अगर मान लीजिए आपका कोई नल है तो वो भी आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ए सी बी में से अगर आप देखें यहाँ पर तो आप क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। इफ फर्स्ट ऑफ ए कंटेन नल, दैट ऑब्वियसली कंटेन नल, ये यहाँ पे दिख रहा है, उसको माइनस करके फर्स्ट ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे। इफ सी कंटेन नल, दैट इज कंटेन नल एच एंड नल, सो फर्स्ट ऑफ बी इंक्लूड करेंगे, दैट इज दिस, इट इज आल्सो कंटेन नल। यानी ए सी बी ये तीनों सेट आपके यूनियन होने वाले हैं, क्योंकि देखिए ए में भी नल है, सी में भी नल है और बी में भी नल है, यानी कि दिस फर्स्ट ए बी और सी तीनों का यूनियन होगा आपका, क्योंकि तीनों के सेट में नल है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं दैट, देखिए अब डायरेक्ट एक इक्वेशन हम डिजाइन करते हैं दैट फर्स्ट ऑफ एस के लिए, ठीक है। सो व्हाट इज द इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ एस, पहला जो आपका पार्ट है उससे आपने लिखा फर्स्ट ऑफ ए माइनस नल, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ए में नल है, ये हम पहले पता है, यूनियन फर्स्ट ऑफ बी माइनस नल, यूनियन फर्स्ट ऑफ सी। अब सी को पूरा ही लेना है आपको, सॉरी पहले सी वेरिएबल था तो ओके, फर्स्ट सी लिखेंगे हम एंड आफ्टर देन यहाँ पे इसको क्या कर दिया हमने, दैट इज बी, सी माइनस नल एंड लास्ट में बी को इंक्लूड करना है, आगे इसके कोई वेरिएबल नहीं है। तो देखिए इस पर्टिकुलर फर्स्ट प्रोडक्शन से नल आ रहा है, सेकंड से नल कभी आ सकता है, देखिए एक भी कहीं से नल आ जाता है तो नल तो इंक्लूड करना ही है आपको, बट सेकंड से नल जनरेट नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्मिनल है। तो अभी हमने रूल बोला था अगर पूरी लेंथ में कहीं भी एक टर्मिनल है, सी में नल आएगा तो बी को आप क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे उस नल को माइनस करके, बी में नल आएगा तो ए को इंक्लूड कर लेंगे उस नल को माइनस कर लेंगे। तो इन दोनों से तो नल नहीं आ रहा है, बट यहाँ से डेफिनेटली नल जनरेट होगा आपका, क्लियर है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ए दैट इज डी, अब देखिए नल सारे माइनस करके हम इंक्लूड कर रहे हैं, जी एच, ठीक है, ये नल माइनस किया, फिर सी का फर्स्ट दैट इज एच, ठीक है, एंड फिर बी का फर्स्ट दैट इज जी, क्लियर, डी जी एच एच जी। तो ऑब्वियसली जी और एच रिपीट हो रहे तो वो इंक्लूड तो नहीं होंगे आपके, ठीक है, एंड लास्ट में जी और नल दोनों ऐड करना है, ठीक है। बी का फर्स्ट जो है वो कंप्लीट आएगा आपका, जी के साथ नल भी ऐड आएगा, ठीक है।
So just add null here, that is null. ये आपका पहले प्रोडक्शन इस पार्ट से। अब देखिए जितने टर्मिनल आपको सेट में दिख रहे हैं, क्या सारे टर्मिनल आ गए हैं? सो नॉट ऑल आर नॉट इंक्लूड हियर, अभी सारे नहीं आए, ठीक है। सो इन दैट केस आप क्या देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इनके फर्स्ट से भी कोई टर्मिनल आ सकता है, डेफिनेटली सी में नल है, तो देखिए इसका यूनियन सेकंड पार्ट फर्स्ट ऑफ सी, तो फर्स्ट ऑफ सी क्या है आपका, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम यहाँ, दैट इज एच कॉमा नल। इसमें से नल माइनस किया और आगे बढ़ गए, फर्स्ट ऑफ टर्मिनल बी, फर्स्ट ऑफ बी एज इट इज ऐड हो जाएगा, क्लियर है। सो ये पूरा आपका सेकंड पार्ट से आंसर है, दैट इज सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट का था, यूनियन थर्ड पार्ट ऐड करते हैं इसमें, दैट इज फर्स्ट ऑफ बी ए। तो बी का फर्स्ट क्या है आपका, डायरेक्ट सेट लिखते हैं, व्हाट इज जी एंड नल, जी एंड नल, नल इंक्लूड है तो माइनस नल, यूनियन फर्स्ट ऑफ स्मॉल बी, स्मॉल ए सॉरी, बी के बाद क्या लिखा हुआ है आपका ए, जस्ट इंक्लूड दैट ए। देखिए यहाँ पर हम पूरा प्रोसीजर से जा रहे हैं, अदरवाइज डायरेक्टली भी हमें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा टर्मिनल वहां इंक्लूड होने वाला है। डी जी एच, एच जी रिपीट है, इसको नहीं लिखना है, नल ये आ गया आपका। फिर यहाँ से अगर आप देखें तो एच नल माइनस किया एंड बी, तो एच ऑलरेडी इंक्लूड है, सिर्फ क्या इंक्लूड करेंगे हम बी, हियर जी माइनस नल तो नल रिमूव हो गया, जी एंड ए, जी ऑलरेडी इंक्लूड है तो क्या इंक्लूड करना है ए। सो ऑल टर्मिनल्स आर जनरेटेड इन द फर्स्ट ऑफ एस, दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर इनडायरेक्टली कहीं पे कंडीशंस बन रही है कि कोई वेरिएबल में आपका नल आ रहा है, तो उसको आप एट द एंड पूरे प्रोडक्शन को आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, और अगर लास्ट वाला जो भी पार्ट है वो भी नल जनरेट कर रहा है तो इंक्लूड, अदरवाइज एक्सक्लूड, क्लियर। थैंक यू। Start with follow function. देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉलो, फॉलो ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का फॉलो फाइंड करते हैं, टू बी द सेट ऑफ टर्मिनल दैट कैन अपीयर इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द नॉन टर्मिनल एक्स इन सम सेंटेंशियल फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है आपका कि फॉलो आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का अगर फॉलो कैलकुलेट करते हैं, इफ यू वांट टू फाइंड द फॉलो ऑफ एनी वेरिएबल दैट ए, इसका मतलब ये इसके सेट में जो टर्मिनल्स आपके आएंगे, मान लीजिए मैंने लिखा फॉलो के सेट में दो टर्मिनल आ रहे हैं आपके ए एंड बी, तो दैट इज द मीनिंग इज दैट कि ये जो टर्मिनल्स है ये इस पर्टिकुलर कोई भी आप उस वेरिएबल के थ्रू जो भी आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई सेंटेंशियल फॉर्म का मतलब ये हुआ आपका कि कोई प्रोडक्शन आपने जनरेट किया, किसी स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए आपने कोई प्रोडक्शन लिखा, दैट इज दिस लाइक दिस, ठीक है, ये एक प्रोडक्शन है आपका राइट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ। या फिर आप सिंपल सा बोल सकते हैं कि स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन में आपका एक स्टेप ये यहाँ पर आ रहा है। नाउ इफ यू चेक व्हाट इज द स्ट्रिंग आफ्टर द इनपुट ए, यानी वेरिएबल ए के बाद कौन से इनपुट आएंगे आपके, ए किसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो अगर बी के फर्स्ट में आपका ए या बी कुछ आता है, यानी इस बी की प्लेस पे अगर आपका स्मॉल ए में डायरेक्टली इस तरीके से लिख देता हूँ लाइक दिस ए बी, सो ए जस्ट फॉलो द कैरेक्टर ए, ठीक है, यानी ए के बाद क्या आ रहा है आपका, दैट इज स्मॉल ए, तो ए क्या कर रहा है आपका उस कैरेक्टर को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो दैट वाइज हम क्या बोलेंगे, फॉलो यानी कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल के इमीडिएटली राइट में जो नॉन टर्मिनल आपका होता है, ठीक है, दैट अपीयर द सेट ऑफ टर्मिनल दैट कैन अपीयर इमीडिएटली टू द राइट, ठीक है, इमीडिएटली टू द राइट ऑफ नॉन टर्मिनल एक्स इन सम सेंटेंशियल फॉर्म। तो ये मान लीजिए एक सेंटेंशियल फॉर्म है आपका, सेंटेंशियल फॉर्म यानी कि आप जब एलएमडी आरएमडी से कुछ स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, डेरिवेशन आप जनरेट करते हैं, सो इन दैट केस जो भी आपका पर्टिकुलर स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग जब एलएमडी आरएमडी डिजाइन करेंगे आप, सो इन द स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन किसी पर्टिकुलर स्टेप में एक वेरिएबल के बाद कोई टर्मिनल लिखा है, तो दैट टर्मिनल इज फॉलो ऑफ दैट वेरिएबल। सो ए का फॉलो क्या हो गया, दैट इज स्मॉल ए। तो इस तरीके से आपको फॉलो कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो दैट इज द वे टू कैलकुलेट द फॉलो ऑफ पर्टिकुलर वेरिएबल।
सिंपल सा हम क्या बोल रहे हैं कि आपको अगर फॉलो कैलकुलेट करना है किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल का, सो यू मस्ट फाइंड दैट वेरिएबल इन राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, वो वेरिएबल आपका कहाँ अपीयर होना चाहिए, ग्रामर के राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में अगर होगा तो हम उसके थ्रू क्या करेंगे, उसका फॉलो कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? सो फॉलो जस्ट मीनिंग इज दैट कि अगर आपने कोई भी स्ट्रिंग लिखी दैट इज दिस। ठीक है, इस टाइप का आपका कोई सेंटेंशियल फॉर्म है दैट इज सेंटेंशियल फॉर्म। सो इन दैट केस स्मॉल सी जो है आपका इज दी सी इज फॉलो ऑफ ए। ठीक है, सी क्या कहलाएगा आपका, ए का फॉलो कहलाएगा, दैट इज द फॉलो ऑफ ए। Now, how to calculate the follow? What is the rule behind to calculate the follow? देखिए, rule to compute the follow set is, क्या रूल्स होता है आपका? देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है हमने, follow of s, s क्या आपका स्टार्टिंग वेरिएबल is contain डॉलर where s is the starting non terminal। यानी कि आपकी ग्रामर, कोई भी ग्रामर है, whatever the grammar, उसका जो स्टार्टिंग वेरिएबल है, इसका जब आप फॉलो कैलकुलेट करेंगे, सो इट इज ऑलवेज कंटेन डॉलर, यानी कि $1 तो आपका फिक्स है जो वहां पे आएगा। इसके अलावा जो भी प्रोसीजर से आप टर्मिनल्स ऐड करेंगे दैट इज फर्दर एक्स्ट्रा टर्मिनल्स, बट द फॉलो ऑफ एस कंटेन डॉलर, मिनिमम डॉलर तो होगा आपका स्टार्टिंग वेरिएबल में, क्योंकि हम जिस भी वेरिएबल का फॉलो कैलकुलेट करेंगे वो हम कहाँ पे सर्च करेंगे, राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्ट ग्रामर्स। ठीक है, ग्रामर के राइट हैंड साइड में जितने भी प्रोडक्शन है उनमें हम उस वेरिएबल को सर्च करेंगे। मान लीजिए स्टार्टिंग वेरिएबल आपका राइट हैंड साइड में कहीं नहीं आ रहा है, सो इन दैट केस आपको मिनिमम एक जो स्पेशल कैरेक्टर डॉलर यूज करना है इन दैट फॉलो सेट में $1 तो आना है। ठीक है, नाउ सेकंड पॉइंट, इफ A tends to P P Q is a production where P P and Q is any grammar symbol, कोई भी ग्रामर का सिंबल हो सकता है। ठीक है, देन एवरीथिंग इन फर्स्ट ऑफ Q में जो भी है आपका एक्सेप्ट नल इज इन फॉलो ऑफ P। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिहाइंड दैट, यानी कि अगर हम यहाँ पे इस तरीके से लिखें, A tends to, मैंने लिखा लाइक दैट अल्फा B और फिर लिख दिया मैंने बीटा। ठीक है, लाइक इस तरीके से हमने लिख दिया, या हमने P Q के टर्म्स में भी आप इसको लिख सकते हैं जो आपको डेफिनेशन में गिवन है। लाइक दिस अगर हम लिखते हैं A tends to क्या आ रहा है आपका, दैट इज द फर्स्ट टर्म इज स्मॉल b, फिर b लिखा आपने एंड द सेकंड टर्म इज q। क्लियर? सो इफ यू वांट टू फाइंड फॉलो ऑफ b, तो व्हाट इज द फॉलो ऑफ b? तो देखिए, जिस भी वेरिएबल का फॉलो निकाल रहे हैं वो राइट हैंड साइड में होना चाहिए, तो हमने डायरेक्टली इस एक प्रोडक्शन कंसीडर किया दैट इज दिस प्रोडक्शन। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द फॉलो ऑफ b, तो फॉलो ऑफ b इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ q। क्या होगा आपका फॉलो, फर्स्ट ऑफ q। q कोई भी वेरिएबल हो सकता है या टर्मिनल हो सकता है, व्हाटएवर। अगर टर्मिनल हुआ तो डायरेक्टली वही आ जाएगा आपका फॉलो ऑफ b में, दैट टर्मिनल। अगर आपका वेरिएबल है तो उस वेरिएबल के जितने भी फर्स्ट सेट में टर्मिनल्स आएंगे वो सारे इंक्लूड करने एक्सेप्ट नल, यानी नल नहीं लेना है किसी भी कंडीशन। क्लियर है? नाउ अब मान लीजिए आपका उस वेरिएबल के बाद कोई कैरेक्टर लिखा ही नहीं, यानी कि q प्रेजेंट ही नहीं। if the production is like this p and b only, there is not q, यानी जिस भी वेरिएबल का आप फॉलो निकाल रहे हैं उसके बाद ना तो कोई टर्मिनल है ना ही कोई वेरिएबल। if the production is like this, so in that case जो वेरिएबल का आप फॉलो देख रहे हैं that is follow of b, वो क्या हो जाएगा आपका exactly same set as follow of a। ठीक है, that is exactly same set as follow of a, यानी follow of b आपका क्या होगा, it is a follow of, then everything in follow of a is in follow of b। so follow of a में यानी जिससे वो जनरेट हो रहा है, जिस वेरिएबल से वो प्रोडक्शन जनरेट हुआ है, उस प्रोडक्शन में जिस वेरिएबल का फॉलो निकालना चाहते हैं अगर उसके राइट में कुछ नहीं लिखा है, सो इन दैट केस जिस वेरिएबल से वो जनरेट हो रहा है उसके फॉलो सेट को आपको एज इट इज कॉपी कर देना है इन दैट फॉलो सेट। क्लियर है? नाउ फोर्थ, इफ PBQ इज अ प्रोडक्शन एंड फर्स्ट ऑफ Q कंटेन नल, मान लीजिए आप फर्स्ट ऑफ Q क्या कर रहा है, नल कंटेन कर रहा है, देन फॉलो ऑफ B कंटेन फर्स्ट ऑफ Q माइनस नल यूनियन फॉलो ऑफ B। यानी हमने यहाँ पे क्या पॉइंट बोला है कि अगर आपने फर्स्ट ऑफ Q निकाला और इफ दैट फर्स्ट ऑफ Q कंटेन नल, ठीक है, इस फर्स्ट ऑफ Q में आपका क्या आ रहा है, नल आ रहा है। इस सेट में मान लीजिए नंबर ऑफ टर्मिनल्स आ गए आपके एंड एक नल भी आ रहा है। आपने फर्स्ट के सारे रूल लगाने हैं, यहाँ पे फर्स्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारे रूल आपने अप्लाई किए और उसके बाद ये सेट जनरेट किया फाइनली कि ये सेट आ रहा है आपका फर्स्ट ऑफ Q में। सो
दैट इज पॉइंट क्लियर कि फॉलो में कभी नल इंक्लूड नहीं हो, ठीक है। फॉलो डज नॉट कंटेन नल इन एनी कंडीशन। सो इस नल को कैसे रिमूव करें हम? सो इस नल को रिमूव करने के लिए हम क्या बोलेंगे कि जस्ट माइनस नल फ्रॉम हियर एंड यूनियन कर दें आप फॉलो ऑफ दैट वेरिएबल जिससे वो प्रोडक्शन जनरेट हुआ है, यानी ए से वो जनरेट हो रहा है। सो आपने यूनियन क्या कर दिया? फॉलो ऑफ ए। तो दैट इज द प्रोसीजर, कंटेन फर्स्ट ऑफ क्यू माइनस नल यूनियन फॉलो ऑफ क्यू। उसको आपने क्या कर लेना है? इंक्लूड कर लेना है। क्लियर है? सो ये स्टेप्स ऑफ प्रोडक्शन आपको यूज करनी है टू जनरेट द फॉलो। नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझते हैं इसको। सो लाइक S टेंड्स टू A B, ठीक है। A2 प्रोडक्शन दिया है आपको, दैट इज AA एंड नल, एंड B का प्रोडक्शन दिया है आपको, दैट इज B कैपिटल B एंड नल। सो A का एक प्रोडक्शन दिया है, B का प्रोडक्शन दिया है, S टेंड्स टू AB लिखा है, ठीक है। नाउ यू वांट टू फाइंड द फॉलो ऑफ द वेरिएबल्स। तो देखिए फॉलो ऑफ ऑल वेरिएबल्स जनरली आप जब फर्स्ट फाइंड करते हैं तो फर्स्ट के लिए हमारा सीक्वेंस क्या होता है कि अगर S जिस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है पहले उनका फर्स्ट निकालें। बट इन केस ऑफ फॉलो, फॉलो की अगर हम बात करें तो फॉलो वाले सेट में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फर्स्ट कैलकुलेट द फॉलो ऑफ S। So what is the follow of S? S is the starting variable of this grammar. That's why follow of S में आपको डॉलर तो इंक्लूड करना ही, must include the dollar, first include the dollar, ठीक है। डॉलर आपको इंक्लूड करना है। Now after that, अगर आपका S कहीं राइट हैंड साइड में आ रहा है क्या? देखिए फॉलो फाइंड करने के लिए आपको वो वेरिएबल राइट हैंड साइड में दिखना चाहिए। So that is not place where the S is exist, ठीक है। तो S आपका राइट हैंड साइड में नहीं आ रहा, यानी फॉलो ऑफ S में सिर्फ क्या आएगा? आपका डॉलर आएगा। ओनली डॉलर इज इन द सेट। नाउ फॉलो ऑफ A का फॉलो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए A जितनी भी प्लेस पे आ रहा है राइट हैंड साइड पे, उन सब पे हमें फॉलो के रूल अप्लाई करने हैं और सबसे जो सेट जनरेट हो रहे हैं उनका यूनियन फाइंड कर लेना है। तो एक A यहाँ पे दिख रहा है आपको, दैट इज फर्स्ट A, ठीक है। सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि A के बाद जो लिखा है उसका फॉलो निकालना है, ठीक है। सॉरी फर्स्ट कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे A अगर आप देखें तो A के बाद कुछ आपको एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमारा रूल क्या होता है कि इफ अल्फा कैपिटल A टेंड्स टू, आप लिख रहे हैं P एंड कैपिटल B Q, इस टाइप से अगर आप प्रोडक्शन लिख रहे हैं, या लाइक हम इस तरीके से लिखें कैपिटल A टेंड्स टू, आपने लिखा अल्फा B बीटा। Let's start with questions on follow function. So the first question, find the first and follow of non-terminal of following grammar and mark the correct option accordingly. तो देखिए आपको फर्स्ट फॉलो के लिए लिखा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चले तो फॉलो ऑफ B कंटेन डॉलर, फॉलो ऑफ S कंटेन C, फॉलो ऑफ S कंटेन B एंड डॉलर। तो इनमें से कोई ऑप्शन आपका ट्रू हो सकता है, तो आपको B और S का फॉलो तो निकालना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं फॉलो ऑफ B। सो व्हाट इज द फॉलो ऑफ B? यस सर, सबसे पहले हम फॉलो ऑफ S कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज S कंटेन डॉलर, ठीक है, एंड S आपका राइट हैंड साइड में यहाँ आ रहा है। इसके बाद जो लिखा है दैट इज B। तो फर्स्ट ऑफ B क्या होगा आपका? दैट फर्स्ट ऑफ B इज दैट इज A एंड B, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ B क्या आएगा? दैट इज B ओनली। फर्स्ट ऑफ B यहाँ से आप निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ B आ रहा है बिकॉज इट इज लेफ्ट रिकर्सिव, एंड इस B के थ्रू आप जब इसको टर्मिनेट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ B इज स्मॉल b। तो यानी कि फॉलो ऑफ S में आपका डॉलर एंड स्मॉल b कंटेन हो रहा है। क्लियर है? सो फॉलो ऑफ S कंटेन डॉलर एंड स्मॉल b। गॉट इट? सो दिस टू टर्मिनल्स आर इन द फॉलो ऑफ S। सो B एंड डॉलर, सो C इज करेक्ट ऑप्शन, C करेक्ट दिख रहा है आपको। फॉलो ऑफ B अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए B आपका दो प्लेस पे आ रहा है राइट हैंड साइड में, उसके बाद जो लिखा है उसका फर्स्ट निकालेंगे तो दैट इज स्मॉल c, यानी फॉलो ऑफ B कंटेन स्मॉल c। क्लियर? सो ऑप्शन आपका क्या आएगा? दैट इज B ओनली, ठीक है, सॉरी C ओनली। S कंटेन B एंड डॉलर। क्लियर? Now the next question number 2, let's try this. Find the first and follow of all non-terminal present in the grammar given below and mark the correct option accordingly. तो देखिए फर्स्ट ऑफ B में आपको दिया है कैपिटल S B A, तो दैट इज 100% नॉट पॉसिबल, क्योंकि कभी भी किसी वेरिएबल के फर्स्ट में कोई वेरिएबल नहीं आएगा, ऑलवेज टर्मिनल आएगा। सो A इज फॉल्स ऑप्शन, ठीक है। फॉलो ऑफ S, फॉलो ऑफ S एंड फॉलो ऑफ A,
यानी अल्टीमेटली आपको ए और एस का फॉलो चेक करना है, इसमें से कोई ऑप्शन हो सकता है आपका। सो व्हाट इज द फॉलो ऑफ एस? देखिए एस के फॉलो में डॉलर तो आएगा आपका, दैट इज ऑलवेज कंटेन। नाउ एस कहीं राइट हैंड साइड में आ रहा है आपका, देयर आर टू प्लेस, वन इज हियर एंड वन इज हियर, टू प्लेस पे आपका एस आ रहा है, ठीक है। सो एस जिससे जनरेट हो रहा है, एस के बाद जो लिखा उसका फर्स्ट निकालते हैं, ठीक है, दैट इज द रूल ऑफ फॉलो। बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, दोनों जगह बीटा क्या है आपका नल है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, जिससे जनरेट हो रहा है उसका फॉलो बी का एंड फॉलो ए का, दोनों का फॉलो आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो देखिए फॉलो ऑफ बी और ए अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे इन दैट केस, तो अगर फॉलो ऑफ बी आप कैलकुलेट करें तो व्हाट इज द फॉलो ऑफ बी, तो देखिए बी के फॉलो के लिए हम यहाँ पर देखते हैं बी राइट हैंड साइड में कहाँ पे आ रहा है आपका, ठीक है, एंड ए का फॉलो और बी का दोनों ही कैलकुलेट करना है आपको। सो बी का फॉलो क्या आएगा आपका, तो देखिए राइट हैंड साइड में बी कहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ पर, इन दैट केस फॉलो ऑफ एस ही इंक्लूड करना है, यानी कि ये तो नहीं है आपका यहाँ से कुछ जनरेट नहीं होगा, बिकॉज वी जनरेट फॉलो ऑफ एस एंड एस में डॉलर आ रहा है यहाँ पे, तो बी के फॉलो में क्या आएगा आपका, डॉलर तो आना ही है, क्लियर है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एस। नाउ इसके अलावा बी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो फॉलो ऑफ बी में फर्स्ट ऑफ बी, इस बी के लिए फर्स्ट ऑफ बी और इस बी के लिए बीटा नल है, तो फॉलो ऑफ बी, यानी अल्टीमेटली सिर्फ आपको फर्स्ट ऑफ बी से जो जनरेट होगा दैट इज ओनली आंसर। तो फर्स्ट ऑफ बी से आपका स्मॉल बी आने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। सो बी एंड डॉलर, सो डॉलर एंड बी इज इन दी फॉलो ऑफ बी, दैट इज इंक्लूड इन दी दिस, तो डॉलर ऑलरेडी है तो बी आ जाएगा फॉलो ऑफ एस में, तो अभी तक फॉलो ऑफ एस में ही आया। आप नाउ फॉलो ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे आप। सो व्हाट इज द फॉलो ऑफ ए, फॉलो ऑफ ए के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए राइट हैंड साइड में यहाँ पे आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस वी वांट टू कैलकुलेट फॉलो ऑफ एस, तो फॉलो ऑफ बी इज फॉलो ऑफ ए इज फॉलो ऑफ एस, एस का फॉलो तो हम कैलकुलेट ही कर रहे हैं, ठीक है, एंड इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ए, तो फर्स्ट ऑफ ए में क्या आ रहा है आपका, दैट इज ए, सो फॉलो ऑफ एस एंड फर्स्ट ऑफ ए इज ए, यानी कि फॉलो ऑफ एस से आपका आ रहा है डॉलर और बी, और फर्स्ट ऑफ एस से क्या आ रहा है ए। सो ये तीनों टर्मिनल आपके एस में भी इंक्लूड होंगे, बिकॉज फॉलो ऑफ एस इज ऑल्सो वांट द फॉलो ऑफ ए इनटू इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन जिसके लिए हमें निकालना था। तो ए का फॉलो क्या कंटेन कर रहा है आपका, डॉलर ए बी, ठीक है, तो इसमें डॉलर बी तो है, यहाँ पे ए ऐड हो जाएगा। सो ए के फॉलो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, फॉलो ऑफ एस कंटेन डॉलर ए बी, फॉलो ऑफ एस इज ओनली कंटेन डॉलर, दैट इज फॉल्स, ए कंटेन ए बी, दैट इज फॉल्स, इसमें भी डॉलर आएगा आपका, यानी कि बी जो है आपका दैट इज द राइट आंसर, ठीक है, फॉलो ऑफ एस कंटेन डॉलर एंड ए बी, क्लियर, सो बी इज द राइट आंसर। Now question number 3, calculate the first and follow of non-terminal and mark the correct option. First and follow of non-terminal. First of A is A and follow of A is dollar. First of S is B and follow of S is dollar. First of B is B and follow of A is A. So first find the follow of S. देखिए follow of S अगर आप निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है यहाँ पे डॉलर तो आना ही है S पे, और S राइट हैंड साइड में कहाँ पे है, यहाँ पे, इसके बाद जो लिखा है इसका फर्स्ट दैट इज A, A का फर्स्ट क्या आएगा आपका A ओनली, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ए इज ए, यानी फॉलो ऑफ एस में आपका क्या आ गया, डॉलर एंड ए, क्लियर है, तो फॉलो ऑफ एस कंटेंट डॉलर एंड ए, तो दैट इज फॉल्स, तो बी ऑप्शन तो गया आपका। नाउ फॉलो ऑफ स्मॉल कैपिटल ए, फॉलो ऑफ ए अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए फॉलो कैलकुलेट करने से आपका डायरेक्टली फर्स्ट भी आप उस सेट में ले आएंगे, तो फॉलो ऑफ ए में क्या आ रहा है आपका, तो देखिए फॉलो ऑफ ए कंटेंट फॉलो ऑफ एस, ए की जगह ए है, बीटा नहीं है, फॉलो ऑफ एस दैट इज डॉलर एंड ए, एस का फॉलो क्या है आपका डॉलर एंड ए, तो डॉलर और ए इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पे, फॉलो ऑफ ए कंटेंट डॉलर एंड ए, दैट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ए इज ए आना चाहिए आपका, ये तो करेक्ट है आपका, बिकॉज फॉलो ऑफ ए की प्लेस पे कैपिटल ए, और फर्स्ट ऑफ ए स्मॉल ए आ रहा है क्या आपका, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ए, ये दो प्रोडक्शन है दिस एंड दिस, दोनों से फर्स्ट प्लेस पे ए दिख रहा है आपको, फर्स्ट ऑफ ए कंटेन स्मॉल ए, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, बी का फॉल्स है, फर्स्ट इज ट्रू। सी के लिए अगर आप देखिए फॉलो ऑफ ए के लिए क्या बोल रहा है, दैट इज ए, डेफिनेटली सी फॉल्स हो जाएगा, वो बी में आपने फॉलो ऑफ ए लिख रखा है, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ बी तो बी आएगा, लेकिन फॉलो ऑफ ए में ए इज नॉट पॉसिबल, यहाँ बी होना चाहिए था, और बी के लिए आप चेक करेंगे तो जो भी जनरेट होगा, क्लियर है, सो द आंसर इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now find the first and follow of all the non-terminals. देखिए फर्स्ट ऑफ S, ठीक है, S का फर्स्ट दिया है और A का फर्स्ट दिया है, इन दोनों से आपका ऑप्शन, दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ S क्या है आपका, फर्स्ट ऑफ A,
नाउ व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ए इज फर्स्ट ऑफ बी एंड सी बोथ, क्लियर है, क्योंकि बी से भी नल जनरेट होगा और सी से भी नल जनरेट हो रहा है आपका। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ बी अगर आप निकालें तो दैट इज 1 एंड नल, एंड फर्स्ट ऑफ सी इज दैट इज 0 एंड नल, क्लियर है। तो फर्स्ट ऑफ बी में आपका 1 नल आ रहा है, फर्स्ट ऑफ सी में आपका 0 एंड नल आ रहा है, ठीक है। तो बी में 1 और नल अगर आप यूज करते हैं इन दैट केस, सो इफ यू यूज 1 एंड नल इन केस ऑफ बी, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ए क्या रहेगा आपका, व्हाट इज दिस, फर्स्ट ऑफ ए इज इन प्लेस ऑफ ए के फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, दैट कंटेन फर्स्ट ऑफ बी, बी इज 1 नल, नल को माइनस करेंगे हम, यूनियन फर्स्ट ऑफ सी, फर्स्ट ऑफ सी क्या है आपका, यहां से तो 1 आ गया आपका, दैट इज 1, एंड सी का फर्स्ट क्या है 0 एंड नल, तो डेफिनेटली 0 और नल दोनों इंक्लूड करने पड़ेंगे क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है आपका। बी में नल था तो आप सी पे गए, सी के आगे कोई वेरिएबल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ए कंटेन 1 0 नल, तो फर्स्ट ऑफ ए कंटेन 1 0 नल, तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है अभी तक फिलहाल, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली इसका फॉलो ऑफ ए भी देखना पड़ेगा आपको, फर्स्ट ऑफ ए तो निकाल लिया आपने, ठीक है ना। आफ्टर दैट फॉलो ऑफ ए देख लेते हैं हम, ठीक है, व्हाट इज द फॉलो ऑफ ए, या फर्स्ट ऑफ एस अगर हम देखते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ एस को पहले देखते हैं क्योंकि ए का फर्स्ट ऑफ ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। सो फॉलो ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ एस इज फर्स्ट ऑफ ए दैट कंटेन 1 0 नल, देखिए 1 0 आ रहा है और नल भी आ रहा है, सो एस नल कंटेन होगा यहाँ पर, देखिए नल को रिमूव करने के लिए बी पे जाएंगे, बी से आपका 1 और नल आएगा, यानी कि जब आप फर्स्ट ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ एस से आप पहले फर्स्ट ऑफ ए निकालते हैं, ए में आपका क्या आ रहा है, दैट इज 1 0 एंड नल, इस नल को माइनस किया, ठीक है, माइनस नल, एंड यूनियन लिया आपने बी का फर्स्ट, बी के फर्स्ट में भी 1 और नल आ रहा है, 1 ऑलरेडी आपका यहाँ पे, नल को माइनस करेंगे आप अगेन, अगर मान लो 1 0 तो यहाँ से बच गया आपका, बी से आपने 1 ले लिया, नल को माइनस किया और आगे बढ़ गया, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, टर्मिनल दैट इज 0, जिसका फर्स्ट क्या रहेगा 0 ही रहेगा, यानी दैट इज 1 एंड 0 ओनली, एस का फर्स्ट क्या आएगा आपका 1 0, सो ये ऑप्शन भी अभी तक बी और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है आपका, ठीक है, फर्स्ट ऑफ एस इज 1 एंड 0। नाउ व्हाट इज द फॉलो ऑफ ए एंड फॉलो ऑफ सी, ठीक है, ए और सी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि राइट आंसर क्या आएगा आपका। सो फॉलो ऑफ ए क्या होगा आपका, देखिए फॉलो ऑफ ए अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड में एक प्लेस पे आ रहा है, इट कंटेन फर्स्ट ऑफ बी, ठीक है, इस पर्टिकुलर से आपका फॉलो निकलेगा, देखिए फॉलो ऑफ ए क्या होगा आपका, दैट इज फॉलो ऑफ ए इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ बी 0 सी, ठीक है, ए के बाद जो भी लिखा है उसका फर्स्ट निकालते हैं, फॉलो जब भी वेरिएबल का निकालेंगे राइट हैंड साइड में सर्च करेंगे और उसके बाद जो लिखा है उसका फर्स्ट, तो देखिए इसमें अगर टर्मिनल दिख रहा है कहीं भी आपको, यानी कि नल कभी नहीं आएगा आपका, तो बी का फर्स्ट क्या है आपका 1 एंड नल, नल को माइनस किया 1 और आगे जो उसके आ रहा है दैट इज 0, यानी कि 1 और 0 आपका फॉलो ऑफ ए में आने वाला है। इट डज नॉट कंटेन डॉलर, यहाँ पे डॉलर नहीं आ सकता, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। सो बाकी तो हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी आपका करेक्ट आना चाहिए। सो जस्ट फाइंड फॉलो ऑफ सी, तो देखिए फॉलो ऑफ सी के लिए आपको जस्ट क्या चाहिए, दोनों प्लेस पे यहाँ पे फॉलो ऑफ ए एंड फॉलो ऑफ एस, तो ए का फॉलो क्या है आपका, ए का फॉलो दैट इज दी, ये अभी कैलकुलेट किया 1 0, ए का फॉलो 1 0, और एस का फॉलो क्या रहेगा आपका, दैट इज डॉलर ओनली, क्योंकि एस राइट हैंड साइड में कहीं नहीं है, यानी 1 0 एंड डॉलर। तो यहाँ पर अगर आप देखें सी के फॉलो में 1 0 और डॉलर तीनों टर्म आएगी आपकी, दैट इज 1 0 एंड डॉलर, सो बी इज द राइट आंसर, क्लियर है, सो बी इज करेक्ट। सो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। स्टार्ट विद LL1 ग्रामर एंड प्रेडिक्टिव पार्सर। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LL1, LL1 का मीनिंग क्या होता है आपका, देखिए हियर फर्स्ट L रिप्रेजेंट दैट द स्कैनिंग ऑफ इनपुट विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मैनर, यानी कि आप LL1 ग्रामर जो भी बनाएंगे, दैट ग्रामर इज LL1 ग्रामर इज नथिंग बट अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, ठीक है, LL1 ग्रामर क्या होगी आपकी, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर होगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LL, देखिए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में LL का मीनिंग यहाँ पे क्या है आपका, तो फर्स्ट L जो है दैट इज रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट दैट द स्कैनिंग ऑफ इनपुट विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जो भी इनपुट आप उस पर्टिकुलर पार्सिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर पार्सिंग में जब आप उस इनपुट को स्कैन करेंगे तो इनपुट को आपको लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है,
ठीक है। मान लीजिए कोई इनपुट है आपका, तो फर्स्ट कैरेक्टर ये स्कैन होगा, फिर ये होगा, फिर ये एंड सो ऑन, तो लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग होगी, ठीक है। दैट इज फर्स्ट एल मीनिंग, दैट इज लेफ्ट टू राइट। And the second L shows that its parsing technique we are going to use leftmost derivation. कौन सा derivation use करने वाले हैं हम? Leftmost derivation. ठीक है, that is leftmost derivation. And finally one represent the look ahead, number of look ahead. ठीक है, so look ahead का मतलब क्या होता है कि how many symbols are you going to see when you want to make a decision. क्लियर है, यानी कि आपने पहला इनपुट देखा यहाँ पे, that is 1A। अब इस अगर LL1 लिखा है यानी कि इनपुट में एक कैरेक्टर को एट ए टाइम आप देख के क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्शन रूल ग्रामर का यूज करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन। ठीक है, तो वन क्या है आपका? लुक अहेड। लुक अहेड मतलब आफ्टर हाउ मेनी कैरेक्टर यू कैन टेक अ डिसीजन। ठीक है, कितने कैरेक्टर के बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी सिंबल्स आर you going to see when you want to make a decision। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया that is LL2, तो 2 का मतलब क्या होगा आपका? अगेन that is look ahead। look ahead यानी कि अब आप 2 कैरेक्टर देख के डिसीजन ले सकते हैं, आप एट ए टाइम 2 ऑपरेशन परफॉर्म, यानी कि 2 कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग आपको डिसीजन लेना है कि हम कौन सा प्रोडक्शन रूल यूज करें। ठीक है, तो प्रोडक्शन रूल जनरली किस पर डिपेंड कर रहा है? यानी प्रोडक्शन रूल तो आपने वही है ग्रामर एज इट इज दैट, बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपको ये देखना है कि एट ए टाइम कितने कैरेक्टर को आप लेके डिसीजन ले सकते हैं। क्लियर है, तो दैट इज द लुक अहेड। क्लियर है, तो जनरलाइज फॉर्मेट इसका हम लिखते हैं दैट इज LLK। क्लियर, सो दैट इज अबाउट द LL ग्रामर। जनरली LL ग्रामर हम यूज करते हैं। ठीक है, LL ग्रामर किसके लिए होती है? टॉप डाउन पार्सर में अगर आप बोलते हैं टॉप डाउन पार्सिंग अगर आपको अप्लाई करनी है तो ग्रामर मस्ट बी LL1। किस पे एप्लीकेबल होती है आपकी टॉप डाउन पार्सिंग? दैट इज एप्लीकेबल ऑन LL1 ग्रामर। टॉप डाउन पार्सिंग में हम यहाँ पर ठीक है यूज करते हैं दैट इज LL1 ग्रामर। सो टॉप डाउन पार्सिंग के लिए आप LL1 ग्रामर का यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द प्रेडिक्टिव पार्सर? तो देखिए, predictive parser is a type of top down parser. In this we find the predictive parsing table for a particular grammar. If table is created then the grammar is LL1, otherwise not। यानी कि अगर आपको चेक करना है कि ग्रामर LL1 है या नहीं है तो उस पर्टिकुलर ग्रामर की आपको क्या बनाना है? प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल बनाना है। इफ द टेबल इज कंस्ट्रक्ट यानी कि टेबल अगर आपकी बन जाती है दैट मींस वो ग्रामर आपकी क्या है? LL1 है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, यानी कि आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ग्रामर LL1 अगर है आपकी, सो इन दैट केस वो उसके लिए प्रिडिक्टिव पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो LL1 नहीं है तो वहाँ टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं होगी। नहीं कंस्ट्रक्ट होने का मतलब क्या है कि जो रूल के अकॉर्डिंग आप टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो रूल वो सेटिस्फाई अगर नहीं कर रही है टेबल, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि वो आपका LL1 ग्रामर नहीं है। ठीक है, जनरली हम LL1 है या नहीं, ठीक है, इसको डायरेक्टली आप कुछ पॉइंट के थ्रू ये बोल सकते हैं कि द ग्रामर इज नॉट LL1। ठीक है, हम यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ग्रामर इज नॉट LL1। ग्रामर LL1 कब नहीं होगी? इफ डायरेक्टली कुछ पॉइंट देख के आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए इनमें से कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है देन यू डिजाइन अ टेबल। ठीक है, देखिए ग्रामर इज नॉट LL1 इफ इट इज एम्बिगियस। ठीक है, अगर ग्रामर आपकी क्या है? एम्बिगियस है तो वो LL1 नहीं हो सकती। सेकेंड, इफ देयर इज लेफ्ट फैक्टरिंग या लेफ्ट रिकर्शन, देयर इज लेफ्ट रिकर्शन, और इफ देयर इज लेफ्ट फैक्टरिंग, देयर इज लेफ्ट फैक्टरिंग। ठीक है, यानी वहां पे कोई लेफ्ट रिकर्शन होगा या लेफ्ट फैक्टरिंग होगा तो उस केस में वो LL1 नहीं होगा। ठीक है, तो इन पॉइंट के थ्रू अगर आपको लेफ्ट रिकर्शन दिख रहा है तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि इट इज नॉट LL1। ठीक है, अगर आपको कहीं लेफ्ट फैक्टरिंग दिख रही है तो आप बोल देना इट इज नॉट LL1। अगर वो ग्रामर एम्बिगियस है दैट इज आल्सो नॉट LL1। क्लियर है, सो इन ऑल केसेस अगर आपको एक भी कोई प्रॉपर्टी वहां पे नजर आ रही है तो आप उसको डायरेक्टली रिमूव बोल सकते हैं इट इज नॉट LL1।
अदरवाइज जो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल है उससे तो प्रूफ हो ही जाएगा। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट डिजाइन द प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। If table construct properly, that is LL1, otherwise not LL1. Now, how to construct predictive parsing table? तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ LL1 पार्सिंग टेबल बोले या प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल बोल सकते हैं आप उसको। तो टू कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल वी हैव टू फंक्शन, द फर्स्ट एंड फॉलो। ठीक है, यानी आपको फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर ग्रामर के जितने भी आपके सिंबल्स हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉलो के जो रूल्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको सारा कैलकुलेट करना है। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या होता है, देयर इज अ वेरिएबल एंड फ्रॉम दैट वेरिएबल इफ यू ट्राई टू ड्राइव ऑल द स्ट्रिंग्स देन द बिगिनिंग टर्मिनल सिंबल इज कॉल्ड फर्स्ट। ठीक है, किसी वेरिएबल जिससे वो सारी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वेरिएबल जिस पॉसिबल स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है उस स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को आपको क्या करना है, फर्स्ट सेट में इंक्लूड करना है। Now follow, what is the terminal symbol which follow variable in the process of derivation? Now after computation, the first and follow set for each non-terminal symbol, we have to construct the parsing table. अब follow find किया आपने, after finding follow हमें क्या करना है कि सारे नॉन टर्मिनल का फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ इन पार्सिंग टेबल रो विल कंटेन द नॉन टर्मिनल्स, यानी कि आपकी जो रो होगी पासिंग टेबल जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, दैट टेबल जो भी आपकी रोज होगी दैट कंटेन दी वेरिएबल्स, जो ग्रामर के वेरिएबल है वो सारे आपके यहाँ पे आएंगे, नॉन टर्मिनल यानी वेरिएबल। ठीक है, एंड ऑल नल प्रोडक्शन ऑफ ग्रामर विल गो अंडर द फॉलो एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी ग्रामर में नल प्रोडक्शन दिख रहे हैं आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जितने भी नल प्रोडक्शन यानी जो भी वेरिएबल नल जनरेट कर रहा है जिसके फर्स्ट में नल आ रहा है, उन सब के लिए आप फॉलो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो और ऑल दैट कंटेन नल वो कहाँ जाएंगे, आपके फॉलो एलिमेंट में, एंड द रिमेनिंग प्रोडक्शन विल लाई अंडर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। ठीक है, वो बाकी किस में जाएंगे, आपके फर्स्ट सेट में जाएंगे। ठीक है, जिस वेरिएबल से आपका नल जनरेट हो रहा है वो नल प्रोडक्शन के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, फॉलो एलिमेंट्स पे जाएंगे, एंड रिमेनिंग प्रोडक्शन विल लाई अंडर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, वो किस में आएंगे, आपके फर्स्ट एलिमेंट में आएंगे। नाउ अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली स्ट्रक्चर जो आएगा क्या आएगा, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया दैट इज रो कंटेन द वेरिएबल्स ऑफ ग्रामर, जितने भी वेरिएबल होंगे वो सारे स्टोर कर दिया आपने। ठीक है, एंड जो आपकी कॉलम्स है एंड दैट कॉलम में आपको क्या रखना है, इन द कॉलम जस्ट राइट ऑल द टर्मिनल्स ऑफ ग्रामर। मान लीजिए जितने भी टर्मिनल्स है आपके वो सारे टर्मिनल्स आपने यहाँ पे लिख दिए, साथ में आपको एक कॉलम लिखना है फॉर द डॉलर। ठीक है, तो डॉलर इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब हम फॉलो सेट निकालते हैं तो स्टार्टिंग वेरिएबल में डॉलर आता है, और व्हेन यू स्कैन द इनपुट, जब आप किसी इनपुट को इस टेबल से स्कैन करेंगे और चेक करेंगे कि दैट स्ट्रिंग इज द पर्टिकुलर ग्रामर और नॉट, तो उस केस में आपका डॉलर को इंपॉर्टेंस रहेगा। ठीक है, दैट इज प्रेडिक्ट द एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, दैट्स व्हाई डॉलर हम यहाँ पे यूज करते हैं। नाउ फर्स्ट और फॉलो कैलकुलेट करेंगे, मान लो एस के फर्स्ट में ए और बी आ रहा है, तो ए और बी जिस टर्मिनल जिस प्रोडक्शन से आ रहा है उस प्रोडक्शन का नेम लिखना है यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए एस आपका ए, इस प्रोडक्शन से एस जनरेट, आपके एस के फर्स्ट में ए आया जो इस प्रोडक्शन से आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ए लिख देना है। मान लीजिए बी डायरेक्ट जनरेट हो रहा है तो यहाँ सिर्फ बी लिख देंगे। ठीक है, एस के दो प्रोडक्शन है दैट इज दिस, तो एस के फर्स्ट में क्या आएगा, ए और बी लिख दिया। सेम ऐसे ए के लिए लिखना है, जो जो उसके फर्स्ट के सेट में आ रहे हैं वहां पे एंट्री करना है आपको। ठीक है, एंड डॉलर की एंट्री कब होगी, जब आपका कोई वेरिएबल नल जनरेट, किसी के फर्स्ट में अगर नल आ रहा है मान लीजिए, तो उस वेरिएबल का फॉलो भी कैलकुलेट करना है। मान लीजिए यहाँ पे भी नल लिख दिया मैंने, तो एस के फर्स्ट में नल भी आएगा क्योंकि डायरेक्ट जनरेट कर रहे हैं। सो फाइंड द फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस में डॉलर तो आना ही है। ठीक है, एस के फॉलो में क्या आएगा, आपका डॉलर आएगा, दैट इज फिक्स। फॉलो ऑफ एस कंटेन डॉलर। नाउ इन दैट डॉलर आपको इस नल की एंट्री करना है, यानी एस टेंड्स टू नल कहाँ पे लिखना है, आपको फॉलो में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एस टेंड्स टू नल डॉलर की जगह। क्लियर है, तो अगर नल आ रहा है तो फॉलो की एंट्री होगी। क्लियर है, और अगर नल नहीं आ रहा है सो इन दैट केस आपको फॉलो की कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, आप फर्स्ट कैलकुलेट करें और जिस भी सेट में नल आ रहा है जस्ट उसी का फॉलो कैलकुलेट करें। ठीक है, सबका फॉलो निकालने की जरूरत नहीं, बट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जैसे आपको अगर मान लो आपने फॉलो सेट कैलकुलेट करना स्टार्ट किया और एक का फॉलो किसी और पे डिपेंड कर रहा है, तो फिर वो आपको फाइंड करना ही रहेगा। क्लियर, सो इन दैट केस इस तरीके से आप करेंगे। मान लो किसी भी सेल में मल्टीपल एंट्री आ जाती है, मान लीजिए यहाँ पे 2 एंट्री आ गई। ठीक है,
तो इफ सेल कंटेन मल्टीपल एंट्री, ठीक है, सेल कंटेन मल्टीपल एंट्री, सेल कंटेन मल्टीपल एंट्री मीन्स, अगर सेल में अगर मल्टीपल एंट्री है मीन्स ग्रामर is not LL1, ग्रामर इज नॉट LL1, ठीक है। अगर मल्टीपल एंट्री आ रही है यानी एक सेल में दो प्रोडक्शन, जैसे यहाँ पे 1 1 1 लिखे हैं, एक सेल में मान लो दो प्रोडक्शन आ गए आपके P1 P2, दो प्रोडक्शन आ रहे हैं, सो इफ सेल कंटेन मल्टीपल एंट्री देन द ग्रामर इज नॉट LL1। अगर सारे सेल में एग्जैक्टली एक एक एंट्री है, ठीक है, मतलब जिस भी सेल में आप एंट्री कर रहे हो उसमें एक एंट्री है तो वो LL1 होगा। हो सकता है कोई सेल ब्लैंक हो यहाँ पे, तो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम फॉर ब्लैंक सिंबल, ब्लैंक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट अगर आपका यहाँ पर मल्टीपल एंट्री होगी तो LL1 नहीं होगा। मान लीजिए कहीं ब्लैंक है तो ब्लैंक केस में हम क्या बोलेंगे, दैट इज द एरर एंट्री, यानी कि वो एरर फाइंडिंग के लिए कैपेबल होगा। जहां ब्लैंक है वहां पे वो स्टॉप कर देगा कि कोई स्ट्रिंग उससे जनरेट ही नहीं हो रही होगी, तो वो उस पर्टिकुलर ब्लैंक सेल को रेफर करेगी। अदरवाइज जो नॉन ब्लैंक सेल है आपके, वही आपके यूज होंगे इन दी स्ट्रिंग जनरेशन या पार्स कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? सो दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं कि जो भी आप LL1 टेबल पार्सिंग टेबल डिजाइन करेंगे, अगर उसमें आपकी मल्टीपल एंट्री आती है तो नॉट LL1, और अगर एग्जैक्टली एक एक एंट्री दिख रही है आपको जिस भी सेल में आपने एंट्री की है, दैट इट इज LL1, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम देखते हैं कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द पार्सिंग टेबल फॉर अ पर्टिकुलर ग्रामर। किसी ग्रामर के लिए हम पार्सिंग टेबल अगर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो कैसे बनेगी। S tends to, that is small c capital C, C2 small c capital C and C2 D, ठीक है। आपके दो वेरिएबल है S एंड C, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल है स्मॉल c और एक वेरिएबल का है आपका, सॉरी, एक टर्मिनल है स्मॉल c और एक टर्मिनल क्या है आपका स्मॉल d, तो दो टर्मिनल है और दो वेरिएबल है। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल कंस्ट्रक्ट करने के पहले फर्स्ट निकालना है, सारे वेरिएबल का फर्स्ट तो कैलकुलेट करना ही है आपको। दैट फर्स्ट ऑफ s क्या आएगा आपका, तो देखिए फर्स्ट ऑफ s में ये इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ दिस जो फर्स्ट के रूल है वो सारे अप्लाई करने। तो जब इस प्रोडक्शन का फर्स्ट निकालेंगे तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है आपका टर्मिनल c, तो फर्स्ट ऑफ s इज कंटेन c, यहाँ पे c आ गया आपका। नाउ फर्स्ट ऑफ कैपिटल c, कैपिटल C के फर्स्ट में क्या आएगा आपका, दैट इज स्मॉल c एंड स्मॉल d, ठीक है। तो कैपिटल C के फर्स्ट में क्या आएगा आपका C एंड D, क्योंकि देखिए दो प्रोडक्शन है, दैट इज C, यहाँ से C और यहाँ से D, तीनों प्रोडक्शन के स्टार्टिंग में आपको टर्मिनल दिख रहा है, यानी आगे ग्रो करने की जरूरत नहीं है, वही टर्मिनल उसका फर्स्ट कहलाएगा। तो S के फर्स्ट में C आ गया आपका, ठीक है, और फर्स्ट ऑफ कैपिटल C के फर्स्ट में क्या आ गया आपका C एंड D आ गया। क्लियर है? दैट इज दिस। नाउ अब यहां पर हमें आप क्या करना है, टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है। व्हाट टेबल, टेबल की रोज क्या होगी, दैट इज द वेरिएबल S एंड C, सॉरी नॉट B वेरिएबल, दैट इज C वेरिएबल, ठीक है। तो S और C दो वेरिएबल है आपके, तो वो दोनों आप लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज S एंड C। नाउ टर्मिनल क्या है आपके, दैट इज इनपुट C एंड D, टू टर्मिनल्स, और एक क्या लिखना है आपको डॉलर। सो देखिए अगर किसी के भी फर्स्ट में नल आता तो हम फॉलो कैलकुलेट करते, बट यहाँ पे नल नहीं है, सो फॉलो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ S में क्या है आपका C, अब C किस प्रोडक्शन से जनरेट हो रहा है वो प्रोडक्शन नेम यहाँ पे लिखना है, यानी आपने फर्स्ट ऑफ S में ये जो C लिखा है कि किस प्रोडक्शन की हेल्प से लिखा है आपने, तो दैट इज CC, इस प्रोडक्शन की हेल्प से लिखा आपने, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपका, दैट इज C एंड C, ठीक है, स्मॉल c कैपिटल C, या पूरा प्रोडक्शन आप लिखेंगे वहां पर, बिकॉज हो सकता है एक प्रोडक्शन आपका एक से सेम प्रोडक्शन एक से ज्यादा वेरिएबल से जनरेट हो रहा है, सो आपको कंप्लीट प्रोडक्शन लिख लेना है यहाँ पे, दैट इज S टेंड्स टू C कैपिटल C, ठीक है। तो स्मॉल c इससे जनरेट हो रहा है तो ये लिख दिया आपने। नाउ S के प्रोडक्शन में और कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो सिर्फ एक एंट्री होगी। C में आपके C और D दो टर्मिनल आ रहे हैं, तो उन दोनों की प्लेस पे आपको एंट्री करना है यहाँ पर, ठीक है। तो C किससे जनरेट हो रहा है आपका, CC से, दैट के ये प्रोडक्शन भी आपका दैट इज C एंड C, C टेंड्स टू CC,
एंड डी किससे जनरेट हुआ आपका, दैट इज सी टेंस टू डी से डी जनरेट हुआ, तो ये आपने इंक्लूड कर लिया, दैट इज दिस। क्लियर है? सो ये आपकी जो ग्रामर बनी दैट इज दी फाइनल ग्रामर। क्लियर है? सो इन दैट केस अगर आप देखेंगे जो टेबल आपने कंसिडर की दैट इज पार्सिंग टेबल, प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल। ठीक है? सो प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल, इन दिस टेबल there is any multiple entry, कोई multiple entry है क्या यहाँ पर हमें, there is not any multiple entry, so the table represent the grammar is LL1। ठीक है, LL1 होगा because not any multiple entry। ठीक है, तो कोई multiple entry नहीं है, that's why it is LL1। ठीक है, not any multiple entry, so it is LL1। ठीक है, देखिए जो ब्लैंक एंट्री है इट रिप्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एरर एंट्री। ठीक है, एरर एंट्री आप किसको बोलेंगे, दैट इज अ ब्लैंक एंट्री। जो ब्लैंक है आपका उसको आपको क्या बोलना है, दैट एरर एंट्री। क्लियर है? so, जो ब्लैंक एंट्री है इज कॉल्ड एरर एंट्री, दैट इज कॉल्ड एरर एंट्री। क्लियर है? एरर फाइंडिंग कैपेबिलिटी होगी, यानी आप किसी स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, सो उस केस में अगर आपकी कहीं एरर एंट्री आती है तो वो आपको क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए इस सेल के करस्पॉन्डिंग आपका कोई स्ट्रिंग यहाँ पे आके रुक रहा है, तो यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं है, यानी आप क्या बोल देंगे कि दैट स्ट्रिंग इज नॉट जनरेटेड बाय दैट ग्रामर। क्लियर है? सो इट इज एरर फाइंडिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, जितनी आपकी एरर एंट्री दिख रही है यानी वो उतनी एरर कैपेबिलिटी उसकी होगी। क्लियर है? सो दैट इज द टेबल, सो इट इज LL1। क्लियर है? इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। नाउ मान लीजिए हमने एक ग्रामर लिखी दैट इज S टेंड्स टू ASA एंड नल। अब देखिए दो आपका एक ही वेरिएबल है, एग्जैक्टली एक वेरिएबल है दैट इज S, और S में आपका क्या आ रहा है, S का प्रोडक्शन जो है, दो प्रोडक्शन है ASA एंड नल। सो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट ऑफ S। सो फर्स्ट ऑफ S क्या आएगा आपका, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ कैपिटल S। देखिए S का फर्स्ट है आपका दैट इज A, इस प्रोडक्शन का फर्स्ट निकालेंगे तो टर्मिनल है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में जैसे ही टर्मिनल दिखा यानी वही उसके फर्स्ट में आ जाएगा, दैट इज दिस। तो पहले प्रोडक्शन से A आ गया और नल जनरेट कर रहा है तो नल डायरेक्टली इंक्लूड करेंगे हम फर्स्ट सेट में। ठीक है, S टेंड्स टू नल है तो नल उसके फर्स्ट सेट में आना है। नाउ इफ नल कंटेन इन द फर्स्ट सेट देन जिसकी भी वेरिएबल के फर्स्ट में नल आ रहा है उसका आपको फॉलो कैलकुलेट करना है। जस्ट फाइंड द फॉलो ऑफ S। तो फॉलो ऑफ S क्या होगा आपका, देखिए फॉलो ऑफ S कंटेन, फॉलो ऑफ S में क्या क्या आएगा आपका, दैट इज S में आपको एक तो डॉलर तो लिखना है क्योंकि स्टार्टिंग वेरिएबल है। नाउ इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो फॉलो ऑफ S में राइट हैंड साइड पे S यहाँ दिख रहा है आपको। सो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि फॉलो का रूल क्या होता है, इसके बाद जो लिखा है उसका फर्स्ट निकालना है आपको। फॉलो ऑफ S में S आपने राइट हैंड साइड में देखा दैट इज हियर, इसके बाद जो भी लिखा है उसका फर्स्ट ऑफ A क्या आएगा, A आएगा, यानी उसको आपको यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है, दैट इज डॉलर एंड A। ठीक है, तो आपको फर्स्ट और फॉलो के रूल क्लियर होने चाहिए सारे। व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ प्रेडिक्टिव पार्सिंग टेबल देन यू मस्ट नो अबाउट द फर्स्ट एंड फॉलो, हाउ टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड हाउ टू कैलकुलेट फॉलो। क्लियर है? नाउ अब हमने फर्स्ट फॉलो दोनों कैलकुलेट कर लिया, टेबल में हमारे पास जो एंट्री होगी वो क्या होगी आपकी, तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पे हमें वेरिएबल लिखना है, ओनली एक ही वेरिएबल है ग्रामर में दैट इज S ओनली। ठीक है, और जो टर्मिनल्स हैं दैट इज ओनली सिंगल टर्मिनल A, बट एक आपके पास डॉलर यहाँ पे लिखना है आपको। क्लियर है? नाउ पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट सेट को हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ A कंटेन, S के फर्स्ट में क्या आ रहा है आपका, A आ रहा है। ठीक है, A की एंट्री A कहां से जनरेट हो रहा है आपका, इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से, ASA से, तो S टेंड्स टू आप क्या लिखेंगे, ASA। क्लियर है? क्योंकि आपका जो A है वो इस वेरी प्रोडक्शन से जनरेट हो रहा है, तो जिस भी प्रोडक्शन से जनरेट हो रहा है वो प्रोडक्शन का नेम यहाँ पे लिख देना है। नाउ सेकंड क्या दिख रहा है आपको, नल। सो फॉर द एंट्री ऑफ नल वी यूज फॉलो। ठीक है, यानी सिंपल सा पॉइंट हमें याद रखना है, फॉर द एंट्री ऑफ नल यूज फॉलो सेट। ठीक है, क्या सेट फॉलो क्या यूज करना है आपको, फॉलो सेट यूज करना है। फॉर द एंट्री ऑफ नल यूज फॉलो सेट।
मान लीजिए आपने फॉलो ऑफ एस लिखा है डॉलर और ए, सो ए की एंट्री आपने कर दी। नाउ इन दैट केस फॉलो ऑफ एस में आपका क्या आ रहा है, ए और नल आ रहा है, ठीक है। सो नल की एंट्री के लिए आप कहाँ गए, फर्स्ट सेट में नल आ रहा था, नल की एंट्री के लिए कहाँ गए आप, फॉलो में। फॉलो में अगर आप देखिए तो जितने भी टर्मिनल्स आपके फॉलो सेट में जो जो सिंबल्स लिखे हैं उन सारे सिंबल्स में आपको नल का प्रोडक्शन की एंट्री करनी है, ठीक है। तो एस टेंस टू नल, एस टेंस टू डॉलर, यहाँ पे डॉलर और ए इन दोनों में नल की एंट्री होगी। नल की एंट्री मतलब नल जिस प्रोडक्शन से जनरेट हो रहा है, तो एस टेंस टू नल डायरेक्ट जनरेट हुआ था आपका, तो एस टेंस टू नल लिखना है आपको दोनों सेट में, तो दैट इज एस टेंस टू नल, एस टेंस टू नल, क्लियर है। तो अब देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे दोनों प्लेस पे एस टेंस टू नल लिखा, दैट कंटेन, इस केस में आपका क्या है, ये भी नल जनरेट कर रहा है, ये भी नल जनरेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि डॉलर और ए दोनों फॉलो सेट में आ रहे थे, दोनों प्लेस पे आपको नल की एंट्री करनी है, नल किस प्रोडक्शन से जनरेट हो रहा है वो लिखना है आपको, एस टेंस टू नल लिखा, एस टेंस टू नल लिखा। अब देखिए देयर इज अ मल्टीपल एंट्री, अब जैसे ही मल्टीपल एंट्री यहाँ पर आ गई, एक सेल में दो प्रोडक्शन आपने लिख दिया, दैट इज टू प्रोडक्शन, तो जैसे ही मल्टीपल एंट्री आएगी हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट LL1, सो नॉट LL1 बिकॉज मल्टीपल एंट्री, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एंट्री है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट LL1, ये आपका LL1 नहीं होगा। तो इस तरीके से फाइंड करना है, जिस भी सेट में नल आ रहा है उसका फॉलो कैलकुलेट करना है, और आफ्टर फाइंडिंग फॉलो जस्ट आप क्या करेंगे, उस फॉलो को कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो सेट आ रहा है फॉलो का उस पे हम नल प्रोडक्शन की एंट्री करें, क्लियर है। तो दैट इज द वे। Now let's see one more example. We consider the grammar like E tends to T E dash, ठीक है, E dash tends to plus T E dash and that is null. Now T to F T dash, T dash tends to star F T dash and epsilon. Now F tends to ID and F tends to opening bracket E and closing bracket. F के दो प्रोडक्शन है आपकी, ठीक है, तो स्लैश लगा के मैं लिख सकते हैं, हमने दो लाइन में यहाँ पर डिफाइन कर दिया, दैट इज टू प्रोडक्शन, क्लियर है। नाउ हाउ मेनी वेरिएबल्स, जितने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यूनिक वेरिएबल्स दिख रहे हैं, दैट ऑल आर वेरिएबल्स, सो E E dash T T dash F ऑल आर वेरिएबल्स, ठीक है। जस्ट फाइंड द फर्स्ट ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है, सारे वेरिएबल का आपको फर्स्ट तो कैलकुलेट करना ही, तो फर्स्ट ऑफ E का फर्स्ट क्या आएगा आपका, तो E का फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको T का फर्स्ट पता होना चाहिए, बिकॉज इन द फर्स्ट ऑफ T के फर्स्ट में आपका क्या होगा, जो T का फर्स्ट आएगा उसके बेसिस पे आप E का फर्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम T को देखिए, T के लिए F की रिक्वायरमेंट है और F डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया, दैट इज फर्स्ट ऑफ F। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ F, देखिए फर्स्ट ऑफ F में एक ID आएगा, एक ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, दैट इज ID एंड ओपनिंग ब्रैकेट, क्लियर। फर्स्ट ऑफ F कंटेन ID एंड ओपनिंग ब्रैकेट। ना उसके बाद हमने निकाला फर्स्ट ऑफ T डेज, देखिए T डेज का फर्स्ट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे T डेज का एक प्रोडक्शन है जिसमें दोनों में आपको टर्मिनल्स दिख रहे हैं, एक तो स्टार दिख रहा है पहली पोजीशन पे वो आ जाएगा, और सेकंड डायरेक्ट नल जनरेट हो रहा है तो वो इंक्लूड करेंगे आप, तो दैट इज फर्स्ट ऑफ T डेज। नाउ फर्स्ट ऑफ T डेज आपने इंक्लूड किया, दैट इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ E डेज, E डेज का फर्स्ट क्या होगा आपका, देखिए E डेज में प्लस है और नल है, सो दैट इज प्लस एंड एप्सिलॉन, ये दोनों इंक्लूड कर लिया आपने, ठीक है। ना फर्स्ट ऑफ E डेज हो गया आपका, इसके बाद आपको देखना है दैट इज फर्स्ट ऑफ, अब देखिए फर्स्ट ऑफ E निकाल सकते हैं और फर्स्ट ऑफ T निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ E हमने ऊपर लिखा है, फर्स्ट ऑफ E में क्या चाहिए आपको, T का फर्स्ट, तो T का फर्स्ट पहले कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो दैट इज फर्स्ट ऑफ T, T इज फर्स्ट ऑफ F, F क्या है आपका, ID एंड ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है, तो ID एंड ओपनिंग ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा यहाँ। अगर यहाँ नल होता तो हम नेक्स्ट T डेज पे जाते, बट यहाँ नल नहीं है आपका, ठीक है,
तो फर्स्ट ऑफ टी एज इट इज फर्स्ट ऑफ एफ हो गया। नाउ फर्स्ट ऑफ ई इज फर्स्ट ऑफ टी, यानी कि यही सेट आप इसके लिए भी लिख देंगे, दैट इज आईडी एंड ओपनिंग ब्रैकेट। क्लियर है, क्योंकि ई का फर्स्ट टी पे डिपेंड कर रहा है, टी का एफ पे डिपेंड कर रहा है, और एफ डायरेक्टली फाइंड किया जिसमें आपका कोई नल नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई एज इट इज तीनों में सेट आपके जनरेट हो जाएंगे, दैट इज ई एफ टी डेस ई डेस एंड टी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ई फर्स्ट ऑफ ई डेस। ना अब जिसके फर्स्ट में नल आ रहा है उसका फॉलो भी कैलकुलेट कर ले आप साथ में, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अब दो के फर्स्ट में नल आ रहा है, दैट टी डेस और ई डेस, तो जस्ट फाइंड द फॉलो ऑफ टी डेस एंड फॉलो ऑफ ई डेस। ठीक है, तो पहले टी डेस का फॉलो निकालते हैं। तो देखिए फॉलो ऑफ टी डेस क्या है, जहां जहां टी डेस आ रहा है देखिए फॉलो ऑफ टी डेस टू प्लेस पे आ रहा है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर यहाँ पे। तो टी डेस के फॉलो के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है, फॉलो ऑफ टी की। अब देखिए अगर टी डेस के बाद कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, तो ये तो आपका टी डेस ही है, यानी फॉलो ऑफ दैट। अगर इससे राइट में कुछ नहीं लिखा है तो जिससे जनरेट हो रहा है उसका फॉलो इंक्लूड करते हैं, तो ओनली टी डेस यूज हो रहा है। यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है आपको, फॉलो ऑफ टी की, इट इज इक्वल्स टू फॉलो ऑफ टी। टी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए फॉलो ऑफ टी कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर अगर आप देखें, सो इन दैट केस हम देखें फॉलो ऑफ टी, टी कहाँ पे आपका, दैट इज दिस हियर एंड हियर, टू प्लेस पे टी है फॉलो ऑफ। ठीक है, तो इन फॉलो टी का फॉलो निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ई डेस निकालना है। फर्स्ट ऑफ ई डेस क्या कंटेन कर रहा है आपका, प्लस एंड नल। सो इफ इट कंटेन नल, यानी ये जिससे जनरेट हो रहा है उसका फॉलो, तो ई का फॉलो और ई डेस का फॉलो। ई डेस का फॉलो हम कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे पहले और फिर ई का, यानी सबसे पहले आप यहाँ पर ई का फॉलो निकाल लें, क्योंकि देखिए इनडायरेक्टली सारे फॉलो रिक्वायर्ड हो रहे हैं यहाँ पे। तो फॉलो ऑफ ई क्या आएगा आपका, तो देखिए ई के फॉलो में दैट इज स्टार्टिंग वेरिएबल, तो डॉलर तो आना ही है आपका, और डॉलर के साथ ई यहाँ पे दिख रहा है राइट हैंड साइड में। इसके बाद जो लिखा है इसका फॉलो, दैट इज क्लोजिंग ब्रैकेट। सो क्लोजिंग ब्रैकेट भी आप इंक्लूड करेंगे। सो डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, दो टर्मिनल आ गए। ठीक है, नाउ फॉलो ऑफ टी, टी के फॉलो में क्या आएगा आपका, व्हाट इज द फॉलो ऑफ टी, तो देखिए फॉलो ऑफ टी कंटेन दैट इज टी हियर एंड टी हियर। ठीक है, तो अगेन फॉलो ऑफ टी के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ई डेस लिखना है। ठीक है, अब आपको दो टी डेस और ई डेस का फॉलो निकालना है, उसके पहले हमने यहाँ पे फॉलो ऑफ टी लिखा, तो फॉलो ऑफ टी के लिए ई डेस का फर्स्ट निकालना है आपको। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ई डेस कंटेन प्लस एंड नल। सो देखिए प्लस और नल के करस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पे देखें, सो इसको रिमूव करने के लिए आपको इन दोनों से जिससे जनरेट हो रहा है, क्योंकि देखिए ई डेस में प्लस और नल है, तो नल रिमूव करने के लिए जिससे जनरेट होता है उसका फॉलो लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस तो ले लेंगे हम। ठीक है, ई डेस का फर्स्ट निकाला, उसमें से प्लस निकाला। फॉलो ऑफ ई, ई क्या है आपका, डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और फॉलो ऑफ ई डेस यहाँ से, क्योंकि टी दो प्लेस में आ रहा है। सो ई डेस का फॉलो भी आपका क्या आएगा, दैट इज इफ यू वांट टू कैलकुलेट यू कैन कैलकुलेट ई डेस का फॉलो जो रहेगा। देखिए ई डेस इन दोनों प्लेस पे आ रहा है, इसके बाद जो लिखा है दैट इज नल, यानी डायरेक्टली जिससे जनरेट हो रहे हैं उसका फॉलो। तो ई डेस तो इस केस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ई से जनरेट हो रहा है, तो ई का फॉलो क्या है, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लियर, सो ये इंक्लूड करेंगे आप, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। आफ्टर दैट, ठीक है, क्योंकि ई का फॉलो आपने इंक्लूड किया, तो दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। नाउ आफ्टर दैट देखिए ई डेस ई और टी तीनों कैलकुलेट कर लिए, टी का आ चुका है हमारे पास। नाउ वी वांट टू फाइंड द फॉलो ऑफ दैट इज टी डेस। देखिए अब पहले टी डेस का फॉलो निकालते हैं, क्योंकि टी डेस का फॉलो किस पे डिपेंड कर रहा था आपका, टी पे और टी डेस पे। देखिए फॉलो ऑफ टी डेस, टी क्या आ रहा है आपका, दैट इज दिस, यानी कि प्लस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। फॉलो ऑफ टी जो है वही आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा इन केस ऑफ टी डेस। व्हाट इज फॉलो ऑफ ई डेस, ई डेस ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया हमने, दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, सो बाकी का फॉलो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ दो वेरिएबल के फॉलो चाहिए थे, बट उसके लिए वो डिपेंडेंट है अदर वेरिएबल्स पे, तो हमने वहां पे उसे कैलकुलेट किया। ठीक है, अदरवाइज देयर इज नॉट एनी नीड टू कैलकुलेट द फॉलो ऑफ ऑल द सेट्स। क्लियर है, सो इन दैट केस आप देखें तो ई के फॉलो में क्या आ रहा है, डॉलर एंड क्लोजिंग, ई के फॉलो में प्लस डॉलर क्लोजिंग। ठीक है, ई डेस इज डॉलर एंड ओपनिंग ब्रैकेट, सॉरी दैट ऑल आर ओपनिंग ब्रैकेट प्लस डॉलर एंड ओपनिंग, तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट हमें।
दैट इज फॉलो ऑफ ई डैश एंड टी डैश। ठीक है, नाउ डिजाइन द टेबल। टेबल डिजाइन करते हैं, प्रेडिक्टिव पासिंग टेबल। तो देखिए टेबल में आपके जितने भी वेरिएबल्स है वो कहाँ जाएंगे आपकी, दैट ऑल आर इन दी रोज। सारे वेरिएबल आपने रो में लिख दिए, दैट इज ई डैश टी डैश एफ एंड दैट्स इट। ठीक है, 5 वेरिएबल है, दैट इज दिस। टर्मिनल्स जितने हैं आपके, दैट फर्स्ट टर्मिनल इज, पहला टर्मिनल हमने लिख दिया मान लीजिए आईडी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्लस, फिर मल्टीप्लीकेशन, तो आईडी प्लस मल्टीप्लीकेशन, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, दैट इज आल्सो टर्मिनल। ठीक है, जो एफ के प्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग। एंड द लास्ट वन इज डॉलर। ठीक है, लास्ट आपकी एंट्री किसके लिए होगी, दैट इज फॉर दी डॉलर। ये डॉलर के लिए एंट्री कर दिया आपने। नाउ सबसे पहले फर्स्ट सेट आईडी और सी, पहले सारे फर्स्ट की एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ई कंटेन आईडी। अब देखिए ई में आईडी कहां से आया, तो देखिए ई में आपने इसका फर्स्ट निकाला टी डैश, इसी के थ्रू आप कहां गए, टी के फर्स्ट पे। टी का फर्स्ट एफ था, एफ का फर्स्ट क्या था, आईडी है। तो आपने ई का कौन सा प्रोडक्शन यूज किया है, तो दैट इज टी डैश। जो ई का प्रोडक्शन यूज किया है बस वही लिखना है, क्लियर। सो यहाँ पे आपने लिखना है दैट इज ई टेंड्स टू टी ई डैश। ठीक है, इस प्रोडक्शन की हेल्प से आपने आईडी जनरेट किया। नाउ इसमें क्या आ रहा है आपका, ओपनिंग ब्रैकेट, दैट ओपनिंग ब्रैकेट इज आल्सो जनरेट विद द हेल्प ऑफ सेम प्रोडक्शन ऑफ ई। सो यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, ई टेंड्स टू टी ई डैश, ये एंट्री कर दिया आपने, क्लियर। नाउ ई डैश के क्लोजर में क्या आ रहा है, फर्स्ट में क्या आ रहा है, प्लस। अब नल वाले के लिए हम कहां पे जाएंगे, फॉलो में। तो अभी पहले हम सिर्फ फर्स्ट की एंट्री करें, तो ई डैश में क्या आ रहा है आपका, प्लस। प्लस किससे जनरेट हो रहा है, दैट इज प्लस ई टी डैश, इसी प्रोडक्शन से जनरेट होगा। तो ई डैश से आप क्या लिख देंगे, दैट इज ई डैश टेंड्स टू प्लस टी ई डैश। ठीक है, प्लस टी ई डैश। नाउ इसके अलावा और कोई टर्मिनल नहीं है, सिर्फ नल है, नल की एंट्री हम बाद में करेंगे। नाउ टी डैश की एंट्री में अगर हम देखें, या पहले टी के लिए देख लेते हैं, आईडी एंड ओपनिंग, यानी इन दोनों में ही आएगी आपकी एंट्री, इसमें टी में, तो सेम एफ में भी होगा। ठीक है, सो ये किससे जनरेट हो रहा है, टी का, दैट इज टी का फर्स्ट प्रोडक्शन, टी एफ डैश, टी का फर्स्ट प्रोडक्शन क्या है, एफ टी डैश। एफ टी डैश की हेल्प से आप क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। सो जिससे भी आपका वो टर्मिनल जनरेट हो रहा है वो लिखेंगे। तो टी का एक ही प्रोडक्शन है, यानी ऑब्वियसली उसी से जनरेट हुआ होगा। इसके लिए भी वही आ जाएगा, टी टेंड्स टू एफ टी डैश। क्यों लिखा हमने इन दोनों सेल में, क्योंकि ये दोनों सेल इसके फर्स्ट में बिलोंग कर रहे हैं। नाउ एफ का फर्स्ट, तो एफ का फर्स्ट भी देखिए सेम है आपका, दैट इज आईडी एंड ओपनिंग। सो इसमें भी आप डायरेक्टली लिखते हैं एफ टेंड्स टू, देखिए आईडी के लिए अलग है क्योंकि आईडी डायरेक्टली एफ टेंड्स टू आईडी से जनरेट हुआ था आपका, और ओपनिंग ब्रैकेट जो जनरेट हो रहा है वो किससे जनरेट हो रहा है, एफ टेंड्स टू ओपनिंग कैपिटल ई क्लोजिंग, इस प्रोडक्शन से जनरेट हुआ। तो ये लिख दिया, क्लियर है। नाउ अब टी डैश का एंट्री बाकी है आपकी, टी डैश में स्टार आ रहा है, स्टार इस प्रोडक्शन से आएगा। सो टी डैश टेंड्स टू स्टार एफ टी डैश, ये इंक्लूड कर दिया आपने, दैट इज टी डैश टेंड्स टू स्टार एफ टी डैश, क्लियर है। नाउ अब यहां पे आपने इतनी एंट्री की। आफ्टर दैट अगर आप देखें, देयर इज एनी एंट्री रिमेनिंग, तो देखिए ई की सारी एंट्री कर दी हमने, एफ की कर दी, टी की सारी एंट्री कर दी। टी डैश और ई डैश में आप अगर देखें यहाँ पे, तो नल की एंट्री करना है। तो टी डैश में नल की एंट्री कहाँ पे होगी, उसके फॉलो सेट में। तो व्हाट इज द फॉलो सेट ऑफ टी डैश, दैट इज दिस, यानी प्लस डॉलर एंड ओपनिंग ब्रैकेट में आपको क्या करना है, एंट्री करनी है इसके टी डैश, प्लस डॉलर एंड ओपनिंग ब्रैकेट, सॉरी क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, सो इन 3 सेल में एंट्री करनी है। तो देखिए नल जिससे जनरेट हो रहा है, टी डैश में नल किससे जनरेट हुआ था आपका, डायरेक्टली टी डैश टेंड्स टू नल। ठीक है, तो टी डैश टेंड्स टू नल डायरेक्ट जनरेट हो रहा है आपका, दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये टी डैश टेंड्स टू नल लिखना है कहाँ कहाँ पे, प्लस डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो टी डैश टेंड्स टू नल प्लस में लिख दिया हमने, फिर टी डैश टेंड्स टू नल डॉलर में लिखा आपने, एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दैट इज टी डैश टेंड्स टू नल, यहाँ पे लिख दिया आपने।
तीनों प्लेस पे आपने टी डैश टेंड्स टू नल लिख दिया। क्लियर है? क्योंकि इसके फॉलो में 3 आ रहे हैं, इन तीनों में नल की एंट्री करनी है। नल की एंट्री मतलब जिस प्रोडक्शन से नल जनरेट हो रहा है उस प्रोडक्शन को लिखना है। डायरेक्ट जनरेट हो रहा है, दैट्स व्हाई हमने डायरेक्ट लिख दिया। मान लो किसी के थ्रू इनडायरेक्टली फर्स्ट में नल आ रहा है, जिस भी प्रोडक्शन के थ्रू आप आ रहे हैं वो प्रोडक्शन आपको लिखना है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, ई डैश में आपको नल की एंट्री करना है। ठीक है, सो ई डैश का सेट क्या है? डॉलर एंड क्लोजिंग। सिर्फ डॉलर और क्लोजिंग में आपको एंट्री कर देना है ई डैश की। तो ई डैश के फॉलो में आपके पास क्या क्या आ रहा है? दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग। अगेन ई डैश टेंड्स टू नल डायरेक्ट जनरेट हुआ है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट में ई डैश टेंड्स टू नल एंड डॉलर में ई डैश टेंड्स टू नल, ये एंट्री कर दिया ना। अब अगर आप देखिए तो किसी भी सेल में कोई मल्टीपल एंट्री नहीं है, दैट मींस दिस ग्रामर इज LL1 बिकॉज नॉट एनी मल्टीपल एंट्री। ठीक है, कोई मल्टीपल एंट्री नहीं है, दैट्स व्हाई दिस ग्रामर इज LL1। ये ग्रामर आपकी क्या होगी? LL1 होगी बिकॉज देयर इज नॉट एनी मल्टीपल एंट्री इन दिस सेट। गॉट इट? इस तरीके से आपको फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट फॉलो। अब फॉलो आप कैलकुलेट करें तो ट्राई करें कि पहले उसी का फॉलो निकालें जिसमें नल है आपका। ठीक है, अगर मान लीजिए वो इनडायरेक्टली किसी और के फॉलो पे डिपेंड कर रहा है तो उस केस में फिर हमें वो फाइंड करने पड़े। दैट्स इट, थैंक यू। Let's start with questions on LL1 grammar and predictive parsing. So the first question is, let's try with this. The first question, for the grammar below, partial LL1 parsing table is also presented along with the grammar. Grammar के साथ आपको टेबल भी दिए, that is partially completed. Entries that need to be filled are indicated by E1, E2 and E3. जहाँ जहाँ आपको fill करना है entry that is indicated by E1, E2 and E3. Null is an empty string. Dollar indicate the end of the input and separator alternate right hand side of the production. ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपने यहाँ पर सेपरेटर यूज किया है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, E2, E3? E1, E2, E3 की वैल्यू क्या होगी? दैट इज द क्वेश्चन। सो देखिए, आप फर्स्ट यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, जब भी टेबल बनाते हैं तो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ एस में एंट्री करना है आपको और बी में एंट्री करना है, तो एस और बी का फर्स्ट निकालना है। देखिए, बी के फर्स्ट में कैपिटल एस लिखा है, ए में भी क्या लिखा है? एस लिखा है आपने। ठीक है, सो डेफिनेटली एस का फर्स्ट जो आएगा वही ए और बी दोनों का फर्स्ट होगा। तो व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ एस? एस का फर्स्ट क्या है? तो देखिए, फर्स्ट प्रोडक्शन से अगर आप देखें तो पहला टर्मिनल मिल रहा है, यानी कि ए इज द फर्स्ट। सेकेंड प्रोडक्शन से अगेन पहली पोजीशन पे टर्मिनल मिल रहा है, यानी कि बी इज द फर्स्ट। एंड थर्ड प्रोडक्शन डायरेक्ट नल जनरेट कर रहा है, यानी नल इज आल्सो इन द फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ एस इज कंटेन ए, बी एंड नल। और जो एस का फर्स्ट होगा डेफिनेटली वही ए और बी का फर्स्ट होगा। ठीक है, तो दैट इज सेम फर्स्ट ऑफ ए। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ बी इज एक्जेक्टली इक्विवेलेंट टू फर्स्ट ऑफ एस, ए, बी एंड नल। क्लियर है? क्योंकि ए और बी में अगर देखें तो एक्जेक्टली ए की प्रोडक्शन है, दैट इज ए टेंड्स टू एस। तो जो एस जनरेट करेगा वही ए और बी जनरेट करेंगे। क्लियर है ना? अब डेफिनेटली हमें फर्स्ट की एंट्री करनी रहती है यहाँ पर टेबल में। तो अगर ए की बात करें हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन पोजीशन ऑफ ए, तो एस में आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? देखिए, एस के फर्स्ट में नल आ रहा है, सो यू शुड जनरेट फॉलो ऑफ दिस, क्योंकि हो सकता है कि आप कहीं मल्टीपल एंट्री हो। ठीक है, तो फॉलो ऑफ दैट इज मस्ट आल्सो कैलकुलेट। तो एस के फर्स्ट में नल आ रहा है, ए के फर्स्ट में नल आ रहा है और बी के फर्स्ट में भी नल आ रहा है, यानी इन सब का फॉलो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉलो ऑफ एस अगर आप देखते हैं तो देखिए, फॉलो ऑफ एस के लिए अगर हम बात करें, सो फॉलो ऑफ एस कंटेन डॉलर, डॉलर तो कंटेन करेगा, प्लस एस राइट हैंड साइड में दो प्लेस पे आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों केस में बीटा इज नल। इफ बीटा इज नल देन फॉलो ऑफ ए और फॉलो ऑफ बी आपको इंक्लूड करना है फॉलो ऑफ एस में, यानी फॉलो ऑफ एस इज इक्वल्स टू फॉलो ऑफ ए और बी। अकॉर्डिंग टू फॉलो रूल इन दोनों के फॉलो भी एस में इंक्लूड होंगे। नाउ फॉलो ऑफ ए, व्हाट इज द फॉलो ऑफ ए? देखिए, ए का फॉलो क्या होगा आपका? तो ए जहां जहां राइट हैंड साइड में आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है, दो प्लेस पे आ रहा है। सो ए के बाद जो लिखा है उसका फर्स्ट, यानी कि यहाँ बी लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? ए लिखा है। सो फॉलो ऑफ ए में आपका आएगा बी और ए, दैट इज दिस बी एंड ए, एंड इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द बी एंड ए इन फॉलो ऑफ एस, क्योंकि एस में आपको ए का फॉलो और बी का दोनों का इंक्लूड करना है। तो ए का फॉलो तो डायरेक्टली यहाँ से दिख रहा है, दो प्लेस पे ए है,
और दोनों केस में ए के बाद जो लिखा है उसका फर्स्ट निकालते हैं। ए के बाद जो लिखा है दैट इज बी कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी, तो इनिशियली टर्मिनल है तो दोनों टर्मिनल जनरेट होंगे। नाउ फॉलो ऑफ बी, अब देखिए बी की प्लेस पे हम देखें तो बी के बाद कुछ नहीं लिखा है, दैट इज नल एंड दैट इज आल्सो नल, सो बी से कुछ जनरेट नहीं होगा। तो इन केस ऑफ फॉलो ऑफ बी हम क्या इंक्लूड करेंगे, फॉलो ऑफ एस, एंड व्हाट इज द फॉलो ऑफ एस, जो अभी तक हम देखें तो इतना तो जनरेट हो ही गया, दैट इज डॉलर ए बी, यानी बी के फॉलो में भी क्या आएगा आपका डॉलर ए एंड बी, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द फॉलो ऑफ बी। देखिए इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंसी बन रही है, सो अल्टीमेटली आपका फॉलो ऑफ एस जो होगा, ठीक है, दैट इज डॉलर बी एंड दैट फॉलो ऑफ एस, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट एस का फॉलो ऑफ एस इज डॉलर बी ए, फॉलो ऑफ ए इज बी ए एंड फॉलो ऑफ बी इज डॉलर बी, क्योंकि बी एस पे डिपेंड कर रहा है आपको, बी के बाद कोई टर्मिनल या वेरिएबल नहीं है जिसका फर्स्ट कैलकुलेट करें, तो दैट इज फॉलो सेट। नाउ सबसे पहले तो हम फर्स्ट की एंट्री करेंगे, फर्स्ट सेट तीनों का यही है। तो देखिए ए में अगर आप देखें फर्स्ट ऑफ एस इज कंटेन ए, तो इवन की प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, इवन की प्लेस पे पहले इस फर्स्ट की एंट्री करेंगे, एस में ए आ रहा है आपका, तो यहाँ पे ए किससे जनरेट हुआ, पहले प्रोडक्शन से, तो एस टेंस टू ए ए बी बी, ये एंट्री आएगी पहली आपकी, दैट इज इन दी फर्स्ट प्रोडक्शन, ठीक है, ये ए का जो आपका प्रोडक्शन है उस सेल में आपकी ये पहली एंट्री, तो ये आ जाएगी आपकी, क्लियर है, ए तो एक ही से जनरेट हो रहा है आपका। ना अब हमें यहाँ पर बी के लिए E2 के लिए देखें, तो E2 की एंट्री जो होगी दैट इज आल्सो बी की प्लेस पे आपका बी से जनरेट हो रहा है, दैट इज एस टेंस टू बी ए ए बी, स्मॉल b कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B, दैट इज द एंट्री ऑफ दिस। नाउ अब हमें यहाँ पे नल की एंट्री भी करना है, ठीक है, नल की एंट्री कहाँ होगी, जो फॉलो सेट में आ रहा है, तो देखिए फॉलो सेट में डॉलर b और a दोनों चीजें आ रही है आपकी, सो डॉलर b और a तीनों पे आपको क्या करना है, नल की एंट्री करना है। सो इन दैट केस अगर आप देखें तो a पोजीशन पे एक एंट्री तो ये लिख दी आपने E1 पे, अब इस नल की एंट्री भी आपको किस पे करना है, डॉलर बी और ए पे, डॉलर पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, बी और ए दोनों जगह आपको एस टेंस टू नल लिखना है, नहीं एस टेंस टू नल यहाँ भी आएगा, एस टेंस टू नल यहाँ भी आएगा आपका। सो दिस टू प्रोडक्शन इज एट E1 एंड दिस टू प्रोडक्शन इज एट E2, E1 और E2 अकॉर्डिंग टू E1 E2 अगर आप देखें यहाँ पर, तो देखिए दैट इज दिस, E1 की प्लेस पे आप देखें तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ए ए बी एस टेंस टू नल, बी ए बी एस टेंस टू नल, दैट इज करेक्ट। E1 E2 इन दो पोजीशन पे करेक्ट है, इस ऑप्शन में भी E1 E2 आपका करेक्ट है। नाउ वी वांट टू फाइंड द E3, E3 में क्या आएगा आपका, तो देखिए फॉलो ऑफ बी की अगर हम बात करें तो बी के फॉलो में आपका डॉलर आ रहा है, ठीक है, तो नल की एंट्री आप E3 पे करेंगे, बिकॉज जनरेट किससे जनरेट हो रहा है आपका, बी टेंस टू एस से नल जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि एस की प्लेस पे जब आप नल रखेंगे तो बी से आपका क्या जनरेट हो रहा है, एस जनरेट हो रहा है, तो एस से आपका नल आ रहा है, क्लियर है। सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, फॉलो ऑफ डॉलर में आप क्या लिख रहे हैं, बी टेंस टू एस, तो एस जो है आपका यहाँ पे आना चाहिए, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ दिस यू जनरेट नल, ठीक है, बी का एक ही प्रोडक्शन है और उसी से नल जनरेट हो रहा है, तो बी टेंस टू एस ही आएगा आपका, अदर देन दैट कोई प्रोडक्शन जनरेट नहीं होगा आपका, क्योंकि इसी प्रोडक्शन से आपका नल भी जनरेट हो रहा है, इसी से ए जनरेट हो रहा है और इसी से बी जनरेट हो रहा है, क्लियर है। सो ए और बी की प्लेस पे आपने बी टेंस टू एस लिख दिया, नल के लिए भी आपको डॉलर में एंट्री करना है, ए बी में करना है, ऑलरेडी बी टेंस टू एस लिखा है आपने, ठीक है, दैट इज आल्सो बी टेंस टू एस, तो E3 की प्लेस पे क्या आएगा आपका, दैट इज बी टेंस टू एस, तो बी टेंस टू एस किस प्रोडक्शन में ऑप्शन में दिख रहा है आपको, टी ऑप्शन में, दैट इज नॉट सी ऑप्शन, सी इज करेक्ट, ये दो सिलेक्ट किए थे हमने, सो उसमें से थर्ड वाली एंट्री ये गलत लिखी है, दैट इज E3, ये करेक्ट है, तो सी इज द राइट आंसर, गॉट इट, C is correct option. Now question number 2, consider the grammar with non-terminal and there are three non-terminal S, C and S1. Terminal T is this with S are starting symbol and the following set of rules. The grammar is not LL1 because it is left recursive, right recursive, ambiguous and not context free. तो देखिए डेफिनेटली इट इज कंटेक्स्ट फ्री, लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल हो, राइट हैंड साइड में एक वेरिएबल, टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन हो इंक्लूडिंग नल, ऑल आर एक्सेप्ट इन अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, सो ये ऑप्शन तो गलत है। द ग्रामर इज नॉट LL1 बिकॉज इट इज नॉट कंटेक्स्ट फ्री, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट इज कंटेक्स्ट फ्री, ठीक है, नॉट LL1 बिकॉज इट
इज अ राइट रिकर्सिव, तो देखिए राइट रिकर्शन भी आपका LL1 नॉट प्रूफ करने में कोई रीजन नहीं होता है, या तो यहाँ लेफ्ट रिकर्शन होगा या फिर यहाँ पे क्या होगी आपकी एम्बिग्यूटी होगी, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट रिकर्शन यहाँ पर कहीं दिख रहा है कि आपको, तो लेफ्ट रिकर्शन का मतलब S से डायरेक्टली आपको जनरेट करे, S से S कॉल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, S1 से नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली राइट रिकर्सिव रीजन तो आप नहीं बोल सकते कि LL1 नहीं होने का रीजन, बट अगर मान लीजिए कहीं आपकी यहाँ पे एम्बिग्यूटी है या फिर एम्बिग्यूटी नहीं होते हुए अगर आप देख रहे हैं, इन दैट केस रिकर्शन आपका S से क्या जनरेट हो रहा है, दैट इज I this, तो देयर इज नॉट एनी लेफ्ट रिकर्शन यहाँ भी नहीं है, ठीक है। S की प्लेस पे अगर आप कोई प्रोडक्शन पुट करेंगे सो भी आपका इनडायरेक्टली भी लेफ्ट रिकर्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इज देयर इज एनी एम्बिग्यूटी, क्या यहाँ पर कोई एम्बिग्यूटी है, तो देखिए एम्बिग्यूटी के लिए कैसे चेक करेंगे आप, इट इज नॉट LL1, ये तो आपने लिख दिया प्रूफ, और 4 ऑप्शन है यानी कि LL1 तो नहीं होगी, आप टेबल बनाएंगे तो कहीं ना कहीं मल्टीपल एंट्री आपकी आएगी। सो हाउ टू चेक इट इज LL1 और नॉट, देखिए किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं, S से हमने लिखा दैट इज CTS S1, क्लियर है। नाउ S1 के लिए आपके पास 2 चॉइस है, दैट इज ES कॉल्स कर सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप नल पुट कर सकते हैं। S के लिए अगेन आपके पास 2 चॉइस है, दैट इज दिस, मान लीजिए मैंने एक और बार कॉल किया इसको ICTS S1, ठीक है, दिस 2, नाउ करेक्ट, इस S की प्लेस पे हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को कॉल किया। अब देखिए ICT ये स्ट्रिंग तो जनरेट हो रही, कैपिटल C की प्लेस पे आप B लिखते हैं IBT एंड दैट इज इट इज अ कैपिटल C, सो ये B आ जाएगा आपका, दैट इज B आल्सो, क्लियर है ना। अब इस पर्टिकुलर S के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप क्या रख सकते हैं, टर्मिनेट करना है तो A रखना पड़ेगा आपको S पे। अब ये S1 है और ये S1 है, तो देखिए इन दैट केस ES मेरे को अगर सिंगल E जनरेट करना है और A जनरेट करना है, so I can write E capital S here and put null here and put A here, S का टर्मिनेशन क्या है A, तो देखिए क्या स्ट्रिंग जनरेट हुई आपकी, दैट इज IBTI BTAE A, देखिए IBTI BTAE A, इस S1 को नल पुट किया, अगर इसको नल पुट करके ये वाला पार्ट इधर लिख देंगे तो भी करेक्ट स्ट्रिंग बनेगी आपकी, दैट देखिए S से I, ठीक है, यहाँ पर अगर आप जनरेट करें इसको, दैट इज फर्स्ट हमने S प्रोडक्शन से लिखा, दैट इज ICTS S1, इस C की प्लेस पे स्मॉल b, ठीक है, एंड कैपिटल S पे अगेन वही लिख दिया आपने ICTS एंड S1, इस S1 को नल पुट कर दिया मैंने, जैसे यहाँ पे S1 पे आपने ये स्ट्रिंग पुट की थी और इस S की प्लेस पे लिख दिया ES और S को A से टर्मिनेट कर दिया, तो देखिए अगेन सेम स्ट्रिंग IBTI, फिर इस C से B दैट इज B, फिर T, फिर इस नल को रीड कर लेंगे आप, फिर E और A, ठीक है, इस S से A आ जाएगा TAEB, दैट इज एक्जैक्टली सेम स्ट्रिंग जनरेटेड बाय दिस 2 डिफरेंट पार्स ट्री, यानी कि ग्रामर क्या है आपकी एम्बिगियस है, एंड इफ द ग्रामर इज एम्बिगियस सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि वो LL1 डेफिनेटली नहीं होगी। सो यहाँ पे जो वैलिड रीजन है, लेफ्ट रिकर्शन आपको नहीं दिख रहा है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो, ठीक है, राइट रिकर्शन कोई रूल नहीं होता है आपका अनएम्बिग्यूटी के लिए, सॉरी नॉट LL1 के लिए, बट एम्बिगियस वाला रूल आपका होता है कि अगर ग्रामर एम्बिगियस है तो वो LL1 नहीं होगी, सो इट इज एम्बिगियस, C इज द राइट आंसर, got it, C is correct option. Now next question number 3, let's try with this, consider the following grammar दिए आपको, that is this grammar, okay, and the predictive parser table M, the grammar, the entries M and this respectively, ठीक है, predictive parsing table of this grammar, ये 2 एंट्री क्या होगी ये बताना है आपको। तो देखिए टेबल जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, जितने भी वेरिएबल है दैट इज S R एंड F इज इन दी रो, टर्मिनल्स क्या है, ओनली ID इज देयर टर्मिनल एंड एक डॉलर यूज करेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस ये आपकी टेबल का स्ट्रक्चर होता है, सारे टर्मिनल्स कॉलम में एंड वेरिएबल्स रो में। अब आपको S और ID इस कॉलम की वैल्यू चाहिए और R डॉलर इस कॉलम की वैल्यू चाहिए,
ठीक है, यानी कि सेल की वैल्यू और इस सेल की वैल्यू, दो सेल की वैल्यू चाहिए आपको। सो फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट ऑफ एस। फर्स्ट ऑफ एस क्या आएगा आपका, दैट इज फर्स्ट ऑफ एफ, और एफ का फर्स्ट क्या है आपका आईडी। देखिए डायरेक्टली ये क्या जनरेट हो गया आपका आईडी, क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ एफ कंटेन आईडी ओनली, यानी कि सिंगल टर्मिनल है तो वो डायरेक्ट जनरेट हो जाएगा। अगर यहाँ कहीं नल होता तो आर पे जाते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ एफ, एफ का फर्स्ट क्या आएगा आपका, दैट इज अगेन आईडी, डेफिनेटली उससे ट्रू किया है हमने। अगर आर का फर्स्ट निकालते हैं, फर्स्ट ऑफ आर दैट इज फर्स्ट ऑफ एस यानी आईडी, एंड नल डायरेक्ट जनरेट हो रहा तो नल भी इंक्लूड हो जाएगा। ये तीनों का फर्स्ट निकाल दिया हमने। नाउ व्हाट इज द एंट्री ऑफ हियर, एस टेंड्स टू आईडी, तो एस से आईडी किस प्रोडक्शन से जनरेट किया आपने, एस का एक ही प्रोडक्शन है दैट इज एफ आर। एस टेंड्स टू क्या लिखेंगे आप, एफ आर, ठीक है। नाउ एस टेंड्स टू एफ आर, दैट इज द आईडी। नेक्स्ट इन दैट केस एस टेंड्स टू क्या आ रहा है आपका, आईडी आ गया, इसके अलावा डॉलर में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। हमें ये वाला सेल फाइंड करना आर एंड डॉलर, तो आर और डॉलर में कोई एंट्री होगी क्या आपकी, देखिए आर की करस्पॉन्डिंग आर एंड डॉलर, ठीक है। तो आर के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो हमें आर में नल आ रहा है, इसलिए इसका फॉलो कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर द एंट्री ऑफ नल, ठीक है। आर टू आईडी में तो आपका आ जाएगा दैट इज आर टेंड्स टू एस, दैट इज इन द आईडी। हमें डॉलर की रिक्वायरमेंट है क्योंकि क्वेश्चन में हमें आर डॉलर पूछा है। एस आईडी तो आ गया आपका, दैट इज एस टेंड्स टू एफ आर, एस टेंड्स टू एफ आर, एस टेंड्स टू एफ आर, तीन ऑप्शन में आपके पास। सो एट पॉसिबिलिटी कि यहां से जनरेट करे वो, ठीक है। अब आर की प्लेस पे क्या होगा, तो फॉलो ऑफ आर, आर का फॉलो निकालेंगे। देखिए फॉलो ऑफ आर कंटेन, आर राइट हैंड साइड में सर्च किया आपने, ए की प्लेस पे आ रहा है 10 एंड दैट इज द फॉलो ऑफ एस, तो डेफिनेटली फॉलो ऑफ एस में क्या लिखेंगे आप, डॉलर। फॉलो ऑफ आर इज आल्सो कंटेन फॉलो ऑफ एस डॉलर, और एस यहां पे भी आ रहा है बट इसके थ्रू कुछ जनरेट नहीं होगा बिकॉज इट इज आल्सो बीटा इज आल्सो नल, एंड इन दैट केस इफ यू चेक एस के बाद कुछ नहीं लिखा है, फॉलो ऑफ आर इंक्लूड करेंगे और वही आप कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी ओनली डॉलर इज इन दिस हेड, यानी कि यहाँ पे s टेंड्स टू सॉरी r टेंड्स टू नल लिखना है आपको बिकॉज द नल इज जनरेटेड बाय r डायरेक्टली, so डॉलर में r टेंड्स टू नल, यानी r टेंड्स टू s टेंड्स टू fr and r टेंड्स टू null, that is a is the right answer, so a is correct option. Next question number 4, the grammar a tends to double a slash a and is not suitable for predictive parsing because the grammar is, first option ambiguous, second option left recursive, ambiguous, right recursive and operator grammar. तो देखिए ऑपरेटर ग्रामर होना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी प्रेडिक्टिव पार्सिंग के लिए, और राइट रिकर्सिव होना भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एम्बिग्यूटी एंड लेफ्ट रिकर्शन की प्रॉब्लम आ सकती है आपकी, अगर वहां दिख रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे ए से ए कॉल हो रहा है तो दैट इज लेफ्ट रिकर्सिव, एंड इफ द ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव देन डेफिनेटली इट इज नॉट LL1 ग्रामर, वो LL1 नहीं होती है अगर आपके ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है, सो यू कैन नॉट फाइंड एग्जैक्टली किस तरीके से आप उसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज एम्बिग्यूटी, सो एम्बिग्यूटी है क्या ग्रामर में, तो देखिए ए से मैंने डबल ए कॉल किया एंड ए से आपने कॉल किया, दैट इज नल डायरेक्टली, और इन दोनों से भी नल जनरेट कर सकते हैं आप। सो नल के लिए आपने दो पासिव बनाए, देखिए इट इज आल्सो a string just null and it is also a string just null. So there are two positives, the grammar is ambiguous and left recursive, both is true. Clear है? So A and B both are true option. Left recursion भी अगर आपकी ग्रामर में exist कर रहा है then it is also LL1, ठीक है, it is also not LL1. So A and B both are true, that is multi-select option, so A and B both are true. Next question number 5, consider the following grammar given below, that is the grammar in the predictive parser table M. This grammar, the entry of M as dash E and M as dash dollar respectively are. देखिए आपको एंट्री किस चीज की पूछी है, दैट इज द टेबल, यहाँ पर टर्मिनल्स क्या क्या हैं आपके I, T, ठीक है, A, E and dollar, and variable is S dash and E, that is the variable. Now we want to check the entry of S dash to E is cell की entry and S dash to dollar
इस सेल के, यानी सिर्फ एस डेस की आपको 2 एंट्री फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ एस डेस निकालते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ एस डेस? एस डेस का फर्स्ट एक तो ई आएगा एंड नल डायरेक्टली जनरेट हो रहा है आपका, दैट इज ई फ्रॉम हियर एंड नल। सो फर्स्ट में ई और नल आ गया। नाउ इफ इट कंटेन नल देन फाइंड द फॉलो ऑफ एस डेस। अगर वो नल कंटेन करता है तो आपको एस डेस का फॉलो कैलकुलेट करना है। नाउ व्हाट इज द फॉलो ऑफ एस डेस? तो एस डेस राइट हैंड साइड में कहां आ रहा है, पहले ये सर्च करें। एस डेस इज हियर। सो आफ्टर एस डेस जो भी लिखा है इसका फर्स्ट कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब आपको क्या करना है, जिससे ये जनरेट हो रहा है उसी का फॉलो इंक्लूड करेंगे। नाउ फॉलो ऑफ एस, व्हाट इज द फॉलो ऑफ एस? तो फॉलो ऑफ एस डेस इज फॉलो ऑफ एस। एस का फॉलो क्या होगा आपका? सो अगेन एस का फॉलो दैट इज स्टार्टिंग वेरिएबल, तो फॉलो ऑफ एस इज कंटेन डॉलर। एस के फॉलो में डॉलर तो आना ही, प्लस एस राइट हैंड साइड में कहाँ है, यहाँ पे, यानी इट इज फर्स्ट ऑफ एस डेस। एस के बाद जो लिखा है उसका फर्स्ट, एस डेस का फर्स्ट क्या है आपका, ई एंड नल, तो ई आएगा आपका। एंड नल को रिमूव करने के लिए हम क्या बोलेंगे, इससे जनरेट हो रहा है उसका फॉलो, तो एस का फॉलो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, एस डेस का फॉलो, एंड एस डेस का फॉलो खुद किस पे डिपेंडेंट है, एस पे, यानी कि सिर्फ डॉलर और ई आएगा। तो दैट इज द फॉलो ऑफ एस एंड एस डेस, दैट इज डॉलर एंड ई। जो एस का फॉलो है वही एस डेस का फॉलो होगा, तो डॉलर एंड ई। क्लियर? अब डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट में भी ई है और फॉलो में भी ई है। जब दोनों में सेम टर्मिनल दिखता है आपका किसी भी फर्स्ट और फॉलो के सेट में, if first contain null then we find follow, and follow and first contain common terminal, that means the multiple entry must occur। ठीक है, यानी कि एस डेस से ई में मल्टीपल एंट्री आएगी। ई वाले सेल में आपकी मल्टीपल एंट्री सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रही, दैट इज डी, सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एस डेस से ई, तो देखिए फर्स्ट में ई आ रहा है, ई किससे जनरेट हो रहा है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन से, तो ये लिखना है आपको एस डेस टेंड्स टू ई एस, पहला प्रोडक्शन तो ये लिखेंगे आप। फिर इसमें नल है तो इसके फॉलो पे गए, फॉलो इज आल्सो कंटेन ई एंड डॉलर, तो ई और डॉलर पर फॉलो की नल की एंट्री, दैट इज एस डेस टेंड्स टू नल। सो एस डेस टेंड्स टू नल यहाँ भी आएगा एंड एस डेस टेंड्स टू नल यहाँ भी आएगा। सो दिस 2 एंट्री एंड दिस 1 एंट्री, सो डी इज द राइट ऑप्शन, एस डेस टू ई, एस एंड एस डेस टू नल, एंड डॉलर में एस डेस टू नल, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर। दो ग्रामर दी हुई है आपको, दैट फर्स्ट ग्रामर इज दिस एंड सेकंड इज दिस। इन दिस केस दिस ग्रामर LL1, ये ग्रामर आपकी LL1 होगी। फर्स्ट नन ऑफ टू ग्रामर LL1, फर्स्ट LL1, सेकंड LL1, वन इज LL बट ओनली टू इज LL। ठीक है, देखते हैं हम, चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे S से T, T से आप क्या कॉल कर रहे हैं, S से T एंड B, फिर W से C एंड B। अब अगर हम यहाँ पर देखें, सो फर्स्ट ऑफ अगर S कैलकुलेट करते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ S में आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ TA, यानी T का जो फर्स्ट आएगा वो इंक्लूड करेंगे, प्लस B का जो फर्स्ट आएगा वो इंक्लूड करेंगे। तो T के फर्स्ट में अगेन S आपका दिख रहा है इनडायरेक्ट, तो देखिए ये आपका इनडायरेक्ट लैप्रिकेशन हो गया, S से T और T से S। ठीक है, सो इसकी प्लेस पे अगर हम ये प्रोडक्शन रखते हैं तो दैट इज लैप्रिकेशन, और लैप्रिकेशन यानी ये LL1 तो नहीं होगी आपकी। क्लियर है? तो डायरेक्टली भी अगर आप देखें यहाँ पे, तो देखिए B से आपका B जनरेट हो रहा है, दैट इज B, और T की प्लेस पे आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, ये A रख सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल A जनरेट होगा, ये W जनरेट रखेंगे आप तो C और B दोनों जनरेट होगा। तो देखिए S से इस V के थ्रू आपका B आ रहा है, और मान लीजिए S से T की प्लेस पे आपने W रखा और W से भी क्या आएगा आपका B और C आएगा, यानी B इस प्रोडक्शन से भी जनरेट हो रहा है और इससे भी जनरेट हो रहा है। तो जब S से B की एंट्री करेंगे आप, सो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्शंस आएंगे, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट LL1, डायरेक्टली दिख रहा है, इनडायरेक्ट लैप्रिकेशन है यहाँ पर। इन दैट केस आल्सो अगर आप देखें S टेंड्स टू B एंड A to A कॉल कर रहे हैं, दैट इज आल्सो लैप्रिकेशन, यानी कि इस केस में भी आपका क्या होगा, LL1 नहीं होगी, इट इज आल्सो जनरेट मल्टीपल एंट्रीज। सो यू कैन आल्सो चेक, देखिए फर्स्ट ऑफ S क्या कंटेन कर रहा है, फर्स्ट ऑफ B कंटेन नल, B एंड नल दो, तो B आ जाएगा आपका, नल रिमूव हो जाएगा। फिर C पे गए, C पे क्या आ रहा है, C एंड B, तो अगेन इनडायरेक्टली आपका B आ गया एंड D भी आ जाएगा। ठीक है, यानी वही आपका B से C से B, ठीक है, इसकी प्लेस पे B कॉल करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा आपका, नल भी आ सकता है C की प्लेस पे। सो B एंड D, ठीक है, B C D तीनों टर्मिनल आपके जनरेट होंगे, B C एंड D एंड नल इन द फर्स्ट ऑफ S।
और डेफिनेटली अब एस का फॉलो निकालेंगे हम, तो देखिए फॉलो ऑफ एस में यहाँ पे ये टर्मिनल पी आ जाएगा और पी यहाँ पे भी दिख रहा है डॉट, तो फर्स्ट एंड फॉलो बोथ कंटेन नल यानी मल्टीपल एंट्री, सो अगेन इट इज नॉट LL1, सो ये डायरेक्टली प्रूफ हो रहा है कि दैट इज नॉट LL1, गॉट इट, सो इट इज नॉट LL1, थैंक यू। LL1 grammar and predictive parser. First question is consider the following grammar दी हुई है, how many multiple entry in LL1 parse table for this grammar। तो देखिए मल्टीपल एंट्री कितनी हो सकती है इन दी टेबल, तो यहाँ पर हम फर्स्ट टेबल से देखते हैं हाउ टू चेक यूजिंग टेबल। सो वेरिएबल है आपका दैट इज a days and a and terminal is x y and one is dollar। सो फर्स्ट ऑफ a days क्या आएगा आपका, जो फर्स्ट ऑफ a जनरेट होगा, a और a days का फर्स्ट सेम रहेगा आपका, दैट इज फर्स्ट ऑफ a days एंड फर्स्ट ऑफ a, ठीक है, दोनों क्या रहेंगे आपके, दैट इज a का फर्स्ट x y, इधर से भी क्या रहा आपका y, तो दो ही टर्मिनल रहेंगे x y फर्स्ट ऑफ a days में, ठीक है, सेम फर्स्ट ऑफ a में भी ये रहेंगे आपके, दैट इज x एंड y। सो x और y की प्लेस पे आपको इन दोनों के लिए क्या करना है, फर्स्ट की एंट्री करना है। a days में x कहां से जनरेट हो रहा है, तो a days टेंड्स टू a की प्रोडक्शन है तो वही आएगा आपका, दैट इज a days टेंड्स टू a, क्लियर है। नाउ a में आपका अगर देखें हम तो x जनरेट हो रहा है a days टेंड्स टू x a से, एंड y जो है वो कहां से जनरेट हो रहा है आपका, दैट इज a से y a एंड y, ये दोनों ही टर्मिनल्स क्या जनरेट कर रहे हैं आपके, y जनरेट कर रहे हैं, दोनों का फर्स्ट y जनरेट करेगा, तो a टेंड्स टू y a एंड a टेंड्स टू y, दोनों से आप y जनरेट कर सकते हैं, दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं, इट इज मल्टीपल एंट्री, सो इट इज नॉट LL1। हाउ मेनी मल्टीपल एंट्री इन द LL1 पासिंग टेबल, सो आंसर इज 1, ओनली 1 मल्टीपल एंट्री। मल्टीपल एंट्री एग्जैक्टली एक है, क्लियर है, एक ही सेल में दो एंट्री आ रही है आपके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल एंट्री, सो एग्जैक्टली 1 मल्टीपल एंट्री। ये अब देखिए इसको आप यहाँ पे टेबल से फाइंड कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो फाइंड डायरेक्टली। ग्रामर में अगर आप देखें तो यहाँ पे तो आपकी एग्जैक्टली एक एंट्री होगी, एक के एडेस के करस्पॉन्डिंग कोई भी सेल हो, यहाँ पे 3 प्रोडक्शन है और 2 प्रोडक्शन से आपके y जनरेट हो रहे हैं, दैट इज दिस, तो फर्स्ट ऑफ y में आप इन दोनों प्रोडक्शन को ऐड करने वाले, x के लिए प्रोडक्शन यूज हो जाएगा और नल नहीं है, यानी कि कहीं फॉलो की तो रिक्वायरमेंट है नहीं आपको, यानी आंसर आपका 1 आएगा, ठीक है, एक सेल में 2 एंट्री होगी आपकी, तो मल्टीपल एंट्री एक ही सेल में होगी, दैट इज 1, सो आंसर इज 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, consider the following grammar G, let M is the LL1 passing table for this grammar, the entry in M as this C will be, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें इनपुट आपके क्या क्या है, दैट इज B A C and D, ABCD 4 इनपुट आपके, और एक डॉलर लिखना है आपको बिकॉज हियर नल इज आल्सो यूज्ड, कैपिटल S L and S dash, capital S L and S dash, 3 वेरिएबल है आपके, we want to find S dash C, यानी कि इस सेल की वैल्यू चाहिए हमें, that is this cell S dash C, तो पहले S dash का फर्स्ट निकालें, what is the first of S dash, first of S dash is equals to A, एंड यहाँ से क्या आ रहा है आपका नल, ठीक है, ये L का प्रोडक्शन है आपका, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ L, ये L डैश है, ठीक है, तो L डैश भी है आपके पास, तो L डैश वेरिएबल भी लिख लिया हमने यहाँ पर, क्लियर है। S टेंड्स टू A एंड नल दोनों आ रहे हैं, S टेंड्स टू A एंड नल। अब देखिए यहाँ पे कहीं C आ रहा है क्या, फर्स्ट ऑफ S डैश में नहीं आ रहा है, यानी कि फर्स्ट की एंट्री तो नहीं होगी यहाँ पर इन दिस, अब नल आ रहा है तो हो सकता है उसके फॉलो में C जनरेट हो और वहां की एंट्री हो, तो चेक कर लेते हैं, फॉलो ऑफ S dash, व्हाट इज द फॉलो ऑफ S dash, तो देखिए S dash आपका कहां पे आ रहा है, दैट इज हियर 1, ठीक है, 2 एंड दैट इज S dash इज ओनली ऑन 2 प्लेसेस, दैट इज दिस एंड दिस, दोनों केस में बीटा इज नल, इसके बाद जो है वो कुछ नहीं लिखा है, यानी ये जिससे जनरेट हो रहा है उसका फॉलो, तो S dash का फॉलो यानी S dash से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको तो इग्नोर कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। नाउ S dash फॉलो ऑफ S, तो S का फॉलो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें S dash के लिए, फॉलो ऑफ S क्या आएगा आपका, दैट इज डॉलर, स्टार्टिंग वेरिएबल है एंड S यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है,
that contain first of LDES, LDES का first, so what is the first of LDES? C and D, C और D भी आएगा। तो देखिए फॉलो में आपका C आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो नल की एंट्री होगी वहां पे डेफिनेटली फॉलो में। फॉलो में किसकी एंट्री करते हैं हम? नल की। तो एस डेस टेंड्स टू नल, एस डेस से नल इस सेल में आएगा आपका इन दी सी सेल, ठीक है, तो एस डेस टेंड्स टू नल इज द राइट आंसर, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? फॉलो ऑफ एस कंटेन एस डेस दैट कंटेन सी, दैट्स व्हाई वहां पे नल की एंट्री होगी आपकी, नल प्रोडक्शन जो भी आपका नल जनरेट कर रहा है, सो ए इज द राइट आंसर। What next question? Let's try. What is the relation between the set S of ambiguous grammar and set of LL1 grammar? अब देखिए एक सेट है आपका जिसमें ambiguous grammar रखी है आपने, और एक सेट में आपकी कौन सी ग्रामर है? LL1 ग्रामर है। तो डेफिनेटली आपकी जो भी ग्रामर LL1 होगी वो 100% अनएम्बिगुअस होगी। तो अनएम्बिगुअस वाले सेट का इंटरसेक्शन एम्बिगुअस वाले सेट से अगर आप करेंगे तो इंटरसेक्शन 100% क्या आएगा? 5, क्योंकि बिकॉज देयर इज नॉट एनी common string, so there is intersection is empty, this intersection is empty, clear? Now the next question number 4, which of the following grammar is LL1? LL1 कौन सी ग्रामर होगी आपकी इसमें से? so देखिए LL1 ग्रामर के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली जो रूल्स देखते हैं, या तो आप टेबल से फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम क्या बोलेंगे कि कहीं लेफ्ट फैक्टरिंग लेफ्ट रिकर्शन हो रहा है, so that is not LL1। अब यहाँ पे आप देखिए तो S के फर्स्ट में that is S और S से S कॉल कर रहे हैं, तो दैट इज लेफ्ट रिकर्शन, यानी कि लेफ्ट रिकर्शन है, तो आपका वहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि LL1 नहीं होगा, क्योंकि इस S के थ्रू भी आप टर्मिनल A जनरेट कर सकते हैं और यहां से भी टर्मिनल A जनरेट होगा, दैट्स व्हाई इनफाइनाइट लूप में जा सकता है ये, सो A इज नॉट LL1। यहां से फैक्टरिंग हो रही है, A दो प्लेस पे लिखा है, दैट इज फैक्टर, कॉमन फैक्टर इन लेफ्ट राइट हैंड साइड, देन इट इज आल्सो नॉट LL1, क्योंकि जब आप एंट्री करेंगे S से A इनपुट के लिए, तो देखिए A इनपुट एक प्रोडक्शन यहाँ से भी जनरेट हो रहा है और यहाँ से भी, तो आप क्या लिखेंगे? ASA एंड A, दैट इज दिस। इस केस में दो इनपुट है A और B, बोथ आर डिफरेंट, तो A के लिए एंट्री और B के लिए एंट्री, सो दैट इज LL1। अगेन लेफ्ट रिकर्शन, सो इट इज रिमूव, सो C इज द राइट आंसर, बिकॉज A, B और D तो डायरेक्टली रिमूव हो रहे हैं यूज बिकॉज ऑफ द लेफ्ट रिकर्शन एंड फैक्टरिंग, सो C आपका जो होगा वो करेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट, C इज द राइट आंसर। Now next question number 5, how many cells of predictive parser contain more than one entry in a predictive parsing table for the following grammar? तो देखिए इस ग्रामर के लिए एक से ज्यादा एंट्री अगर किस पर्टिकुलर सेल में होगी, how many cells contain more than one entry in a predictive parsing table? तो देखिए इनपुट्स क्या है आपके? that is A, B, exactly दो इनपुट है आपके, that one is $, लिख लेते हैं हम यहाँ पर। वेरिएबल्स है आपके, that is S, B and A, there are 3 वेरिएबल S, B, A। अब मल्टीपल एंट्री डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, जहां फैक्टर आपको ज्यादा दिख रहे हैं वहां पे मल्टीपल एंट्रीज होगी आपकी। तो देखिए S के फर्स्ट में क्या आएगा आपका? दैट इज A एंड दिस B, S के दो प्रोडक्शन है, A और B फर्स्ट में जनरेट होना आपका डायरेक्टली दिख रहा है। इसके अलावा S कहीं पे भी प्रोडक्शन नहीं जनरेट कर रहा है, और दोनों प्लेस पे टर्मिनल लिखा है, यानी A और B जनरेट होंगी, तो दो एंट्री यहाँ पे इसके लिए इंडिविजुअल होगी, दैट इज दिस एंड DA। सो यहाँ तो कोई मल्टीपल एंट्री नहीं आएगी S के थ्रू। B का फर्स्ट निकालेंगे आप, तो B के फर्स्ट में स्मॉल b यहाँ से और यहाँ से आ रहा है, और स्मॉल a आ रहा है, यानी दो इनपुट आ रहे हैं B के फर्स्ट में, A और B, दैट इज फर्स्ट ऑफ B। A के लिए आप कौन सा प्रोडक्शन लिखेंगे? दैट इज S टेंड्स टू A डबल B। एंड B के लिए कौन सा प्रोडक्शन लिखेंगे आप? दैट इज स्मॉल b यहाँ से भी जनरेट हो रहा है और यहाँ से भी, यानी कि B टेंड्स टू स्मॉल b एंड B टेंड्स टू स्मॉल b कैपिटल S, दैट इज 2 मल्टीपल एंट्री। सेम A के लिए आप A के लिए दो मल्टीपल एंट्री दिख रही, A जो टर्मिनल है वो दो जगह से जनरेट हो रहा है, फर्स्ट ऑफ A में आपका क्या आएगा? स्मॉल a एंड B, B यहाँ से और A इन दो जगह से, यानी कि A के लिए आपकी 2 मल्टीपल एंट्रीज, दैट इज A टेंड्स टू A एंड A टेंड्स टू AS। B के लिए आपका एग्जैक्टली A की प्रोडक्शन होगा, दैट इज BAA। तो देयर आर 2 मल्टीपल एंट्रीज इन दिस टेबल, सो आंसर इज 2। ठीक है, हाउ मेनी सेल्स प्रेडिक्टिव पासिंग कंटेन मोर देन वन एंट्री? तो 2 सेल्स कंटेन मोर देन वन एंट्री, सो आंसर इज 2। गॉट इट? थैंक यू। स्टार्ट विद रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर क्या होता है आपका? देखिए इट इज अ काइंड ऑफ टॉप डाउन पार्सर, एक टॉप डाउन पार्सर का टाइप होता है, ठीक है। एंड टॉप डाउन पार्सर बिल्ड द पार्स ट्री फ्रॉम टॉप टू डाउन, स्टार्टिंग विद द स्टार्ट नॉन टर्मिनल,
Now, a predictive parser is a special case of recursive descent parser where no backtracking is required. ठीक है, यानी कि आपका जो प्रेडिक्टिव पार्सर होता है दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिकर्सिव डिसेंट पार्सर. रिकर्सिव डिसेंट पार्सर का एक केस होता है आपका दैट इज प्रेडिक्टिव पार्सर. यहाँ पे आपकी कोई बैक ट्रैकिंग नहीं होती है. जनरली हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में इट मे इन्वॉल्व बैक ट्रैकिंग. कुछ केसेस में आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं. यानी रिकर्सिव डिसेंट पार्सर को आप फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे लाइक आपने बोला प्रेडिक्टिव पार्सर विदाउट बैक ट्रैकिंग, ठीक है, एंड द पार्सर विद बैक ट्रैकिंग. सो यहाँ पर हम देखते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट रिकर्सिव डिसेंट पार्सर. ठीक है, तो जनरली हम यहाँ पर बोले इट वर्क लाइक हर एक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग, यानी कि हर एक प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है. जितने भी ग्रामर में आपके वेरिएबल्स होंगे हर एक वेरिएबल के लिए आपका एक फंक्शन डिजाइन होगा यहाँ पर. ठीक है, तो फॉर ईच वेरिएबल देयर इज अ फंक्शन. लाइक अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्रामरली हमने दैट इज ई टेंस टू आई ई डैश टेंस टू प्लस डैश टेंस टू प्लस आई ई डैश एंड ई डैश के दो प्रोडक्शन है आपके. ठीक है, तो ई डैश टेंस टू आई ई डैश एंड दैट ई टेंस टू आई ई डैश एंड ई डैश टेंस टू प्लस आई ई डैश. अब दो वेरिएबल है आपके पास ई एंड आई, तो आपको हमने क्या बोला कि दैट फॉर ईच वेरिएबल देयर इज अ फंक्शन. सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मेन क्रिएट करेंगे. मान लीजिए आपने फंक्शन ई बनाया. सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं दैट फंक्शन ई के लिए देख लेते हैं हम ई का फंक्शन क्या बनेगा आपका, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दैट फंक्शन ई. तो देखिए हमें कंडीशन क्या है, इफ आप स्ट्रिंग को मैच करेंगे पर्टिकुलर प्रोडक्शन से, तो स्ट्रिंग को मैच करना है यानी आप लुक अहेड देख रहे हैं. इफ एल इक्वल्स टू आई, एल का मतलब होता है यहाँ पे लुक अहेड. ठीक है, तो अगर लुक अहेड आपका आई है तो आपने क्या किया, पहले लुक अहेड चेक किया आई है, इसको मैच किया. ठीक है, अब मैच आप किससे करेंगे, मैच आई को मैच करना है किससे, इस प्रोडक्शन के इनपुट से. ठीक है, तो मैच आई फंक्शन कॉल किया हमने, इट इज अ मैच आई. इसकी डेफिनेशन हम अलग प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, एंड उसके बाद आपने क्या बोला, आई मैच होने के बाद आप किसको कॉल करेंगे, ई डैश को कॉल कर देंगे. तो दैट इज ई डैश. गॉट इट. नाउ दैट इज क्लोजिंग एंड दैट इज क्लोजिंग. ये क्लोज हो गया आपका. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ई डैश. ई डैश का फंक्शन क्या बनेगा आपका, देखिए ई डैश के फंक्शन में आपने सबसे बोला इफ एल इक्वल्स टू प्लस, तो पहले प्लस मैच किया आपने. ठीक है, अगर प्लस मैच होता है तो आपने क्या लिखा, दैट इज मैच. पहला कैरेक्टर आपको फर्स्ट दिख रहा है, दैट इज मैच प्लस. ठीक है, और प्लस के बाद क्या आएगा आपका, दैट इज आई, मैच दैट आई आपने मैच कर लिया. नाउ आफ्टर दैन हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगेन ई डैश को कॉल करेंगे, दैट इज ई डैश. ठीक है, ये तो ये कर देंगे आप. देखिए ई डैश में दो प्रोडक्शन है, तो आप इफ कंडीशन लगाई आपने, यानी इफ एल इक्वल्स टू प्लस लुक एट प्लस है तो ये प्रोडक्शन रन होगा आपका. ठीक है, तो दैट इज प्लस आई ई डैश, प्लस आई ई डैश. यहाँ पे क्या था आपका आई ई डैश. ठीक है, आप प्रोडक्शन को इस तरीके से रीड करेंगे, ई फिर कंडीशन के अंदर आई ई डैश, ई टेंस टू आई ई डैश, ई डैश टेंस टू प्लस आई ई डैश. गॉट इट. नाउ एल्स, अगर इफ आपका फॉल्स होता है तो एल्स आप क्या कर देंगे, डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे. ठीक है, दैट इज रिटर्न. सो एल्स रिटर्न डायरेक्ट लिख सकते हैं आप. There is no need of bracket. Either you can also read to in that case else return. Got it? ये आपका खत्म हुआ. Now after that हमने यहाँ पे e और e dash दोनों फंक्शन डिजाइन कर दिए. अब आपको यहाँ पे मैच फंक्शन डिजाइन करना है. इन दी मैच फंक्शन आप क्या लिखेंगे, तो मैच में आपको दो कैरेक्टर मैच करने हैं, एक तो i के लिए डिजाइन करना है और एक आप किसके लिए कैरेक्टर मैच करेंगे, दैट इज l के लिए. जनरली फंक्शन आपका मैच फंक्शन एग्जैक्टली एक बनेगा. दैट मैच क्या कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर आप इसमें पास कर रहे हैं, जैसे आई यहाँ से गया तो आपने जो भी कैरेक्टर पास किया, कैर टी आपने लिख दिया, दैट इज कैरेक्टर टी. ठीक है, सो व्हेन यू राइट लाइक दिस, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, इसमें गया फंक्शन में. ठीक है, आपने बोला इफ एल इक्वल्स टू टी, या जो भी कैरेक्टर आपका आ रहा था वो टी के इक्विवेलेंट है. ठीक है, इफ एल इक्वल्स टू टी देन आप क्या बोलेंगे, एल गेट केयर, आपने जो भी कैरेक्टर इनपुट में लिया है. ठीक है, दैट इज दिस. तो एल्स हम क्या कर देंगे, दैट प्रिंट एफ एरर. क्या प्रिंट कर दिया आपने, दैट इज एरर. अदरवाइज आप क्या प्रिंट कर देंगे, दैट इज एरर एल्स प्रिंट एफ एरर. ठीक है, तो अगर कैरेक्टर मैच होता है तो ठीक, अदरवाइज आप एरर प्रिंट कर देंगे. तो दैट इज दिस. ठीक है, इफ एल्स रन कर लिया आपने. नाउ अब फाइनली आपको मेन कॉल करना है, तो मेन में आप क्या फंक्शन लिखेंगे, दैट मेन फंक्शन क्या बनेगा आपका, मेन
ये आपकी कॉलिंग फ्रॉम मेन से होगी। मेन में दो फंक्शन कॉल करने हैं आपको, फर्स्ट ई यानी इनिशियली ई कॉल करेंगे, ई के थ्रू आप स्टार्टिंग वेरिएबल को कॉलिंग कहाँ पे होगी आपकी मेन फंक्शन, स्टार्टिंग वेरिएबल ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड फ्रॉम मेन फंक्शन ई। हाँ, इसके बाद अगर आप सक्सेसफुली रिटर्न करते हैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया दैट इफ आपकी कोई भी स्ट्रिंग आपने पास की और स्ट्रिंग के एंड में हम क्या लिखते हैं, दैट इज डॉलर। तो इफ एल इक्विवेलेंट टू डॉलर, एल क्या है, डॉलर के इक्विवेलेंट हो गया। सो इन दैट केस हम क्या बोल देंगे कि दैट इज इफ एल इज इक्विवेलेंट टू डॉलर, सो हम क्या बोल देंगे हियर एट प्रिंट एफ, प्रिंट कर दिया दैट सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन या जो भी व्हाटएवर मैसेज यू वांट टू प्रिंट दैट यू कैन प्रिंट। क्लियर है? नाउ जनरली देखिए ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज करेंगे। ठीक है, नॉट अ सिंगल इक्वल, दैट इज डबल इक्वल। ठीक है, डबल इक्वल दैट कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर असाइनमेंट यूज किया आपने तो वो असाइनिंग हो जाता है। ठीक है, उस केस में यूज डबल ब्रैकेट, सिंपल प्रोग्रामिंग है आपका। नाउ अब हाउ टू एग्जीक्यूट अ स्ट्रिंग। देखिए ये आपने दो फंक्शन के लिए बनाया। ठीक है, उसके अंदर जो रिकर्सिवली कॉल हो रहे हैं सारे फंक्शन डिजाइन कर दिए। नाउ अगर हमने यहाँ पर डिजाइन किया, मान लीजिए आपको एक स्ट्रिंग जनरेट करनी है दैट इज आई प्लस आई डॉलर। ठीक है, लाइक दिस, ये स्ट्रिंग आपने रन की। तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन के लिए क्या यूज करेंगे, स्टैक एज अ मेमोरी रिक्वायर्ड होती है यहाँ पे, हमने स्टैक यूज किया। ठीक है, देखिए स्टैक का फंक्शन कैसे रन होगा आपका। फर्स्ट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, आई प्लस आई डॉलर। क्लियर है? सो इनिशियली आप क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले मेन पे गए, मेन ने क्या कॉल किया, दैट फर्स्ट आपका आ गया मेन फंक्शन। ठीक है, मेन कॉल किया आपने, मेन ने फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट की। देखिए इसको लाइन नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, 1 2 3, 3 लाइन है यहाँ पे। ई को कॉल किया। ठीक है, यानी कि 1 लाइन एग्जीक्यूट की यहाँ पे फर्स्ट यानी कि आपने ई को कॉल किया। तो ई कॉल करेंगे तो ई के लिए अलग से एक फंक्शन स्टैक में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इट टेक्स स्पेस इन दिस स्टैक फॉर द फंक्शन ई, यानी 1 से आप कहाँ चले गए, दैट इज ऑन 1 के थ्रू आप ई पे गए। अब डेफिनेटली इसके बाद वाले स्टेटमेंट है, यानी कि फ्रॉम टू सेकंड स्टेटमेंट से आप कहाँ पे होल्ड पे रहेंगे। क्लियर है? यानी ये स्टेटमेंट आप बाद में एग्जीक्यूट करेंगे जब आपका फंक्शन रिटर्न होगा। रिकर्सिव पहले ही जैसे फंक्शन कॉल हुआ, जब तक ये फंक्शन रिटर्न नहीं होता है आप ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अब ई पे गए हम, ई पे अगेन हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3 इस टाइप से, दैट इज 1 2 3 4। क्लियर है? तो ये आपने प्रोवाइड कर दिया नंबर, या आप डायरेक्ट स्टेटमेंट को नंबर दे दें। ठीक है, वॉट एवर द स्टेटमेंट। देखिए एक्चुअली आपका कंटेंट प्रिंट होगा, यानी जो कंटेंट है वो यूज हो रहा है, आपने इसको 1 2 3 इस टाइप से लिख दिया। क्लियर है? एंड दैट 4 लाइन। सो इन दैट केस हम क्या बोल रहे हैं, इफ अब जैसे ही आपने ई को कॉल किया, एल इक्वल्स टू आई, पहला कैरेक्टर मैच किया आपने, एल इक्वल्स टू आई, ई टेंस टू एल इक्वल्स टू आई। फिर आप गए मैच किया आपने आई, इस कैरेक्टर लिया, प्रिंट डेफिनेटली मैच करेगा वो। ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, कॉल कर दिया ई टेस्ट को, यानी कि यहाँ पे थर्ड लाइन कॉल किया आपने। तो फोर्थ से ये होल्ड रहेगा, यानी फोर्थ यानी कि डेफिनेटली एंड ऑफ दैट फंक्शन। तो यहाँ फोर्थ पे आए यानी कि फंक्शन का एंडिंग हो जाएगा, फोर्थ फिफ्थ पे जाके आप एंड कर देंगे। क्लियर है? तो कोई और स्टेटमेंट बचता नहीं है यहाँ पे। तो देखिए अल्टीमेटली आपने किया क्या है यहाँ पे, फर्स्ट आपने ई से मेन से ई पे गए, ई से आपने क्या कॉल किया है, आई ई डेस, दैट इज आई को मैच किया, फिर ई डेस को कॉल किया। तो आई ई डेस ये ट्री का मतलब आपने एक प्रोडक्शन यूज किया, दैट इज आई डेस। नाउ 3 कॉल किया, 3 का मतलब आपने कहाँ पे जा रहे हैं, ई डेस फंक्शन पे, जस्ट राइट ई डेस हियर। से ई डेस पे गए आप, दैट इज दिस ई डेस फंक्शन। ठीक है, नाउ इन दैट फंक्शन आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इफ एल इक्वल्स टू प्लस मैच किया आपने, फिर आई मैच किया, यूजिंग दैट डेफिनेटली हम प्लस और आई स्ट्रिंग में यूज कर रहे हैं, तो वो मैच होगा आपका, प्लस मैच हो जाएगा, आई मैच होगा। क्लियर है? दैट प्लस एन आई, और फिर आपने किसको कॉल कर दिया, ई डेस को कॉल कर दिया। ठीक है, यानी कि इस ई डेस पे आपने क्या लिखा, प्लस आई एंड ई डेस, दैट इज दिस इन दिस पे, इस तरीके से लिख रहे हैं आप। क्लियर है? आफ्टर दैट ये ई डेस किसको कॉल कर रहा है, तो अगेन आपने नंबरिंग कर दी इसको 1 2 3 4। ठीक है, तो इट कॉल टू 4, फोर्थ को कॉल किया इसने। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये आपका क्या रहेगा, होल्ड पे, दैट इज सिक्स्थ स्टेटमेंट, दैट 5 to 6। ठीक है, एल्स रिटर्न कर सकते हैं आप। तो ये 6 स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, होल्ड पे, या 5 से आप क्या कर रहे हैं, होल्डिंग पे हैं। ठीक है, वॉट एवर द स्टेटमेंट, आपने स्टेटमेंट डायरेक्ट लिख दिया तो ये होल्ड पे रहेगा 6। नाउ 4 से आपने क्या किया, कॉल किया ई डेस को, अगेन ई डेस आपका सेम है,
फिर से मेमोरी स्पेस स्कैन करेगा, E-4 यहाँ से गया, ठीक है, ये आपका इधर था, दैट इज E-, पे आया आप, ठीक है। अब आपने देखा स्ट्रिंग में क्या है, दैट इज डॉलर। E- पे आपने देखा कि L इक्वल्स टू प्लस मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि डॉलर लिखा हुआ है आपका, तो प्लस पॉजिटिव मैच नहीं कर रहा है, यानी कहाँ आ गए आप, एल्स में, और रिटर्न कर दिया आपने, ये रिटर्न हुआ आपका फंक्शन। जैसे ही आपका ये फंक्शन रिटर्न होता है, इन दैट केस ये भी रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे आए 6 लास्ट स्टेटमेंट था इसका, एल्स रिटर्न, तो ये भी रिटर्न हुआ। फिर इधर आए इसका फोर्थ स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो लास्ट, यहाँ से इसको भी रिटर्न किया आपने। फिर 1 पे आए मेन फंक्शन पे, मेन फंक्शन पे आपने क्या लिख रखा है, 2 होल्ड पे था आपका, L इक्वल्स टू डॉलर, तो आपने चेक किया कि जो पॉइंटर है आपका इनपुट का वो डॉलर है, दैट मैच, प्रिंट एफ सक्सेसफुल, देख मैच हुआ, सक्सेसफुली प्रिंट कर दिया, तो दैट इज दिस, ठीक है, इस तरीके से आप चेक करेंगे। तो हमने क्या यूज किया है यहाँ पे, वी यूज द स्टेक एज अ मेमोरी एंड दिस टाइप ऑफ स्टेक इज कॉल्ड रिकर्शन स्टेक, ठीक है, ये आपका होता है रिकर्शन स्टेक एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय द, ये जो स्टेक होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ जनरेट करता है व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस टाइप ऑफ पासिंग प्रॉब्लम, क्लियर है, तो दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। इस तरीके से हम पास ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। फाइनली आपने क्या बोला, इस E- को आपने नल पुट कर दिया, जैसे ही आपने रिटर्न बोला तो हम सेकंड टाइम E- रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि आप E- से नल कॉल कर रहे हैं, एल्स पार्ट में आपका नल रन हो रहा है, तो दैट इज पास ट्री, व्हाट इज, दैट इज द वे। थैंक यू। बॉटम अप पार्सर LR के ग्रामर, तो देखिए बॉटम अप पार्सर क्या होता है आपका, इन केस ऑफ बॉटम अप पार्सर हम क्या बोलते हैं कि वी कंस्ट्रक्ट अ पास ट्री फ्रॉम बॉटम टू अप डायरेक्शन, यानी कि हम टर्मिनल से स्टार्टिंग वेरिएबल तक क्या करते हैं, पास ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बॉटम अप पार्सर। सो बॉटम अप पार्सर में जनरली हम जो ग्रामर यूज करते हैं, द फर्स्ट एज LR के ग्रामर, हियर L इज रिप्रेजेंट द स्कैनिंग ऑफ इनपुट which be done from left to right, ठीक है, यानी कि आपका जो इनपुट है फर्स्ट LRK में हम क्या बोलेंगे, दैट LRK में फर्स्ट L जो है दैट इज द रिप्रेजेंट, जो L है आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनपुट विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, स्कैनिंग ऑफ इनपुट विल बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जो भी इनपुट है आपको कहां से रीड करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे, एंड R इज द राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है, RMD, राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है, तो राइट मोस्ट डेरिवेशन R shows that the passing technique we are using to use right most derivation, ठीक है, and finally the K represents the number of look ahead, means how many symbols are you going to see when you want to make a decision, ठीक है, तो K का मतलब क्या होता है आपका, that is look ahead, कितने कैरेक्टर के बाद आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है, तो K means look ahead, ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू मेक अ डिसीजन। नाउ आफ्टर दैट एक पॉइंट क्या लिखा हमने, फॉलो रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन, यानी कि RMD का रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज करेंगे हम, ठीक है, तो देखिए इन दैट केस अगर आप बात करते हैं कोई भी ग्रामर है आपकी, मान लीजिए दैट इज दिस S टेंड्स टू A B, ठीक है, A2 हमने लिखा दैट इज AA एंड स्मॉल a, एंड B से हमने लिखा दैट इज BB एंड स्मॉल b, ठीक है, एंड इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रिंग, इफ यू वांट टू जनरेट ट्रिपल A ट्रिपल B, ठीक है, सो ट्रिपल A ट्रिपल B स्ट्रिंग अगर आपको जनरेट करनी है यूजिंग RMD बॉटम अप पार्सर, ठीक है, LR के पार्सर किस तरीके से वर्क करता है, तो अगर आपने बोला है कि यहाँ LR1 या LR0, ठीक है, इसमें K क्या है, लुक अहेड है, मान ली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं मेनली फॉर अ सिंगल टर्मिनल एट ए टाइम, ठीक है, LR1 कंस्ट्रक्शन अगर हम फॉलो करते हैं, सो इन दैट केस अगर हम बात करें तो देखिए किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हमने बोला जो भी स्ट्रिंग है, देखिए स्ट्रिंग का RMD पोर्शन डिजाइन करना है आपको, यानी कि बॉटम से अप पे जाना है आपको, ठीक है, रिवर्स ऑफ RMD, यानी हम क्या बोल रहे हैं, बॉटम से अप जाएंगे हम, देखिए ट्रिपल A ट्रिपल B। अब जनरली आप RMD से अगर सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, नॉर्मली हम अगर कंस्ट्रक्ट करें यूजिंग RMD तो क्या लिखेंगे हम, AB, ठीक है, इन दैट केस अब आपने यहाँ पे क्या लिखा, 10 A को और B में से पहले B को रिड्यूस करेंगे हम, दैट इज BB, ठीक है, फिर अगेन इस B को या तो टर्मिनेट कर सकते हैं या B से रिड्यूस, हमें ट्रिपल B चाहिए तो हम एक और बार इसको टर्मिनल करेंगे, दैट इज BB, ठीक है, एंड आफ्टर दैट इस B को आपने क्या कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, क्लियर है। नाउ
इस ए को रिड्यूस करना है आपको, दैट इज ए ए, एंड फाइनली ये ए को आप क्या कर देंगे, ए से टर्मिनेट कर देंगे, दैट इज दिस। सो ये आपकी फाइनल स्ट्रिंग जनरेट होगी, दैट इज दिस। अब रिवर्स ऑफ आरएमडी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन आपका ये, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस, इससे कंस्ट्रक्ट करना है आपको। तो देखिए ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट होगी आपकी, ट्रिपल ए है, तो आरएमडी में आपने यहाँ पे बोला दैट, देखिए जो आपने सॉल्यूशन लिखा जस्ट वो लिखना है यहाँ पे, ए को किससे रिप्लेस किया था हमने, दैट इज, यानी कि ये जो ए है आपका, ये ए आपका कैपिटल ए से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। इधर आप देखिए अगर दिस ए एंड ए, ये अगेन प्रोडक्शन है ए ए, दैट इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल ए, ठीक है। फिर अगेन ये ए और ये वाला ए किससे रिप्लेस होगा आपका, कैपिटल ए से। इधर के जो सॉल्यूशन थे आपका, दैट इज लास्ट मोस्ट बी जो है आपका, दैट इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल बी, ठीक है। फिर आपका ये जो कंस्ट्रक्शन है, दैट इज बी एंड बी, दैट इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल बी, एंड दिस बी एंड दिस बी इज रिप्लेस्ड बाय कैपिटल बी। फाइनली ये दोनों मिलके आपका क्या बना देंगे, एस, एंड इनपुट, सॉरी दैट फर्स्ट, इस ए को आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है। ये ए आपका इनिशियल वाला प्रोडक्शन का है, सो जस्ट रिप्लेस दिस ओनली, ठीक है। पहले देखिए आप मान लीजिए हमने इस बी को बी में कन्वर्ट किया, फिर इस दोनों बी की हेल्प से ये बी बनाया, फिर इस बी और इस कैपिटल बी की हेल्प से ये बी आया, फिर यहाँ से इस ए को ए से हमने इस तरीके से टर्मिनेट किया, ठीक है। ए से कैपिटल ए लिखा, फिर इस ए और ये कैपिटल ए दोनों मिलके यहाँ पे ये डिजाइन कर रहे हैं आपका, दैट इज दिस, ठीक है। एंड फाइनली ये ए और ये वाला कैपिटल ए, ठीक है, इन सब के थ्रू आप कहाँ जा रहे हैं, एस पे जा रहे हैं, दैट इज दिस ए ए बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंस्ट्रक्शन होगा। फाइनली जो ट्री एस स्ट्रक्चर है आपका, ट्री जो है वो यहाँ पर आपने क्या किया, बॉटम स्ट्रिंग से आप कहाँ गए 10, ठीक है। तो आरएमडी की हेल्प से आप प्रोडक्शन रूल यूज कर रहे हैं, आरएमडी दैट पहले बी को रिड्यूस किया, फिर इन दोनों बी की हेल्प से ये बनाया, फिर इस बी और बी की हेल्प से ये डिजाइन किया, एंड सो ऑन, क्लियर। तो दैट इज दी वे, ठीक है, रिवर्स ऑफ आरएमडी। सो ये होता है आपका बॉटम अप पार्सर। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि बॉटम अप पार्सर में हम जो ग्रामर यूज कर रहे हैं, दैट इज एलआर ग्रामर, ठीक है। तो एलआर ग्रामर जो एलआर के हम यूज कर रहे हैं, तो ये लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग, आर क्या होगा आपका, दैट इज रिवर्स ऑफ आरएमडी, एंड के क्या है आपका, दैट इज लुक अहेड, क्लियर है। नाउ आफ्टर दैट अगर हम देखें यहाँ पर कि किसी पर्टिकुलर ग्रामर को अपन एलआर के बोल रहे हैं, ठीक है, तो के की अलग अलग वैल्यू, यानी कि बॉटम अप पार्सर में कौन कौन सा आप जनरली यूज कर सकते हैं, तो दैट फर्स्ट वन इज LR0 पार्सर, LR1, ठीक है। LR0 आइटम पे बेस्ट जो पार्सर होते हैं आपके, दैट इज SLR1, ठीक है। SLR1 यूज दी आइटम्स ऑफ LR0, यानी जो रूल्स LR0 का वो यूज करते हैं हम, कुछ रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे अप्लाई करते हैं और उस पे हम SLR1 डिजाइन करते हैं। LR1 पे बेस्ट जो है आपका, दैट इज CLR1 एंड LALR1, ठीक है। अब देखिए 1 का मतलब लुक एट 1 है, SLR1 जो है वो आप कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ LR0 आइटम, एंड CLR1 एंड LALR1 इज कंस्ट्रक्ट विद द हेल्प ऑफ LR1, क्लियर है। नाउ अब इन दैट केस अगर आप बात करें तो देखिए प्रोडक्शन, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन का आप यहाँ पर डिजाइन कर रहे हैं LR के ग्रामर में, तो फॉर ईच LR के ग्रामर, देखिए LR के ग्रामर जो होता है आपका, दैट इज मोस्ट पावरफुल, ठीक है। LR के जो ग्रामर होती है, ठीक है, ये जिस पार्सर के लिए यूज करते हैं हम, दैट लाइक बॉटम अप पार्सर, ठीक है। सो बॉटम अप पार्सर जो होता है आपका, इट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू टॉप डाउन पार्सर, ठीक है। तो जब भी हम LR के ग्रामर में कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर मैंने लिखा था LR0 और LR1, ठीक है, तो अगर ये दो ग्रामर है आपकी LR0 एंड LR1, तो जितनी भी ग्रामर, ठीक है, जितने भी पार्सर जो LR0 ग्रामर पे कंस्ट्रक्ट किए हैं आपने, ठीक है, वो सारी ग्रामर आपकी LR1 से आप क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। यानी हम क्या बोलेंगे कि एवरी LR0 कैन बी पास थ्रू अ LR1, बट LR1 को आप LR0 से पास नहीं कर सकते, ठीक है। जिस पार्सर को आपने LR1 ग्रामर से कंस्ट्रक्ट किया है, सो यू कैन नॉट पास दैट विद LR, अगर 1 से कंस्ट्रक्ट किया तो यू कैन नॉट पास विद द LR0, क्लियर है।
सो ऑब्वियसली दैट इज सुपरसेट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सुपरसेट हो गया। तो LR0 इज सबसेट ऑफ LR1, LR0 क्या होगा आपका, LR1 का सबसेट होगा, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इज LR1 इज सबसेट ऑफ LR2, दैट इज करेक्ट। LR0 is also subset of LR2 is also possible, ठीक है। यानी हम क्या बोल रहे हैं कि जितने भी आपके LR0 है that all are LR1, ठीक है। LR1 है that is also LR2 and जितना भी LR0 है that is also LR2, ठीक है। तो कोई भी k की वैल्यू आप कंसीडर करें और उससे ग्रेटर देन k+1 अगर आपने लिखा है एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू आपने लिखी है उस केस में, तो दैट इज सबसेट इज वैलिड, ठीक है, दैट इज अ वैलिड रिलेशन। सो नाउ अब अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिटवीन द LR एंड, तो हमने बोला LRK इज बॉटम अप पार्सर, ठीक है। बॉटम अप पार्सर इज मोर पावरफुल, ये ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू टॉप डाउन पार्सर। तो देखिए कंपैरिजन वाइज अगर हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि बॉटम अप पार्सर जो होता है आपका इज मोर पावरफुल देन, ठीक है, इट इज मोर पावरफुल देन टॉप डाउन पार्सर, ज्यादा पावरफुल होगा आपका एज कंपेयर टू टॉप डाउन पार्सिंग, ठीक है। सो इट इज मोर पावरफुल देन टॉप डाउन पार्सिंग। नाउ अब हमें पता है बॉटम अप पार्सर के लिए जो हम ग्रामर यूज करते हैं दैट इज LR, और टॉप डाउन पार्सर के लिए जो ग्रामर यूज कर रहे हैं हम दैट इज LLK, ठीक है। तो हमने बोला बॉटम अप पार्सर इज मोर पावरफुल देन टॉप डाउन पार्सर, यानी कि जितनी भी आपकी टॉप डाउन पार्सिंग से जो ग्रामर पास हो रही है इट कैन बी पास थ्रू अ बॉटम अप पार्सर। यानी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एवरी LLK इज LRK, ठीक है। जितनी भी आपकी LLK ग्रामर है वो क्या होगी, आपकी LRK होगी। LLK ग्रामर की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज LRK, यानी कि जितनी भी ग्रामर जो आपकी टॉप डाउन पार्सर से पास होगी इट कैन बी पास थ्रू अ बॉटम अप पार्सर आल्सो, बिकॉज़ बॉटम अप इज मोर पावरफुल, ठीक है। तो हम k की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज एवरी LL1 इज LR1 एंड सो ऑन, ठीक है। LL1 की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, यानी LL1 जहां पार्सर आप जो ग्रामर है वो LR1 की जगह यूज कर सकते हैं। एवरी LL1 इज LR1, ठीक है, बिकॉज़ इट इज more powerful than that, LR1 is more powerful than that। बट देखिए अगर आप यहाँ पे लुक अहेड की बात करें तो लुक अहेड कॉमन होना चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा दैट इज LL1 इज सबसेट ऑफ LR1, दैट इज ट्रू, ठीक है। तो आपने लिखा लाइक LL2 इज सबसेट ऑफ LR2, दैट इज आल्सो करेक्ट। आप ये भी लिख सकते हैं LL1 इज सबसेट ऑफ LR2, ठीक है। बट LL2 is subset of LR1, is it true? So not। लुक अहेड अगर आपका डिफरेंट है, यानी कि अगर LL में लुक अहेड ज्यादा यूज कर रहे हैं और LR में कम यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, you can't say anything, ठीक है। So we cannot compare, इसको कंपेयर नहीं कर सकते हम, क्लियर है। In that case comparison is not possible। तो देखिए अगर आप सिंपल स्ट्रक्चर वेन डायग्राम के थ्रू अगर इसको समझे हम, ठीक है, कि LLK और LRK में रिलेशन अगर हम डिजाइन करते हैं तो हमने क्या बोला कि एवरी जितनी भी ग्रामर है आपकी, ठीक है, जो LLK है वो सारी LRK होगी, LL1 इज आल्सो LR1, ठीक है, LL1 इज सबसेट ऑफ LR1 एंड सो ऑन, ये सारे रिलेशन लिखे हमने। नाउ एक पॉइंट हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जितनी भी ग्रामर होगी आपकी, चाहे वो LR हो या LL हो, इट मस्ट बी अनएम्बिगियस, ठीक है, इट इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि ग्रामर क्या होनी चाहिए आपकी, अनएम्बिगियस। अगर ग्रामर एम्बिगियस है तो आप किसी भी पार्सर से उसे पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे पॉइंट के, ग्रामर मस्ट बी अनएम्बिगियस, ठीक है, यानी एवरी अनएम्बिगियस ग्रामर, एवरी अनएम्बिगियस ग्रामर, एवरी अनएम्बिगियस ग्रामर may or may not be LL और LR, यानी कि अगर आपकी एक अनएम्बिगियस ग्रामर है तो वो LL हो भी सकती है, LR हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स, उसके लिए कंडीशन चेक करनी पड़ेगी हमें। बट अगर ग्रामर आपकी
एम्बिगियस है, देन इट इज डेफिनेटली नाइदर LL नॉर LR। ठीक है, सो हर एक अनएम्बिगियस ग्रामर क्या होनी चाहिए आपकी, अनएम्बिगियस ग्रामर अनएम्बिगियस होनी चाहिए। अब वो LL है या नहीं, LR है या नहीं, वो हम चेक करेंगे कंडीशन से। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, LL एंड LR मस्ट बी अनएम्बिगियस। ठीक है, मस्ट बी अनएम्बिगियस, ये अनएम्बिगियस होनी चाहिए। तो LL LR अनएम्बिगियस होगी, लेकिन सारी अनएम्बिगियस LL LR हो ये जरूरी नहीं है। दैट इज द लॉजिक। ठीक है, नाउ अब देखिए, अभी हमने जितनी भी LL और LR की बात करी, उसमें अगर हम रिलेशन डिजाइन करते हैं कॉमन, सो मैंने बोल दिया दैट इज LL0। मान लीजिए LL0 का सेट है, सो LL0 का सेट दैट इज सबसेट ऑफ LL1। ये LL1 का सबसेट होगा आपका, क्लियर। ठीक है, एंड अब देखिए LL1 का सबसेट ये हो रहा है आपका। LR0 की अगर हम बात करें तो LR0 और LL1 में कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन LR0 जो होगा आपका दैट इज मे बी बिलोंग्स टू हियर, दैट इज LR0। देखिए जितनी भी LL0 है वो LR0 हो गया, लेकिन LR0 और LL1 में कंप्लीट रिलेशन नहीं बना सकते, यानी कुछ हो सकती है ग्रामर LL1 और LR0 दोनों कुछ ऐसा हो सकता है जो इससे बाहर जा रहा है। इस तरीके से दोनों को कंपेयर करेंगे ना। LR1, तो देखिए LR1 जो होगा वो इन दोनों का सब सुपरसेट हो जाएगा, ऑल आर कंसीडर हियर, क्लियर है, दैट इज LR1। ये आपका गया LR1। ठीक है, ना अगर आप मान ली LL2 लिखते हैं तो देखिए LL2 जो जाएगी आपकी दैट इज ऑब्वियसली LL2 का जो कंस्ट्रक्शन होगा वो कैसे होगा, LL1 का सुपरसेट तो होगा, ठीक है, LL0 का भी होगा, LR0 का भी होगा। LR0 के करेस्पॉन्डिंग आप उसका सेट जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते, LR1 है LR0। तो LL2 जो है वो आपका किस सेट में जाएगा, तो देखिए LL2 का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होगा, दैट इज लाइक दिस। तो देखिए LL0 इनसाइड LL1, LL1 इनसाइड LL2। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए तो ना तो LR0 कंप्लीटली LL2 में आ रहा है और ना ही कंप्लीट बाहर जा रहा है। सेम LR1 LL2 में कोई रिलेशन नहीं। जैसे ही आपने LR2 लिखा इट बिकम्स अ सुपरसेट ऑफ ऑल, बिकॉज उसके अंदर सारे आ जाएंगे आपका, दैट इज दिस ऑल ऑफ दिस। तो ये आपका LR2, क्लियर है। तो इस तरीके से आप आर्गुमेंट LL2 में आ रहा है और ना ही कंप्लीट बाहर जा रहा है। सेम LR1 LL2 में कोई रिलेशन नहीं। जैसे ही आपने LR2 लिखा इट बिकम्स अ सुपरसेट ऑफ ऑल, बिकॉज उसके अंदर सारे आ जाएंगे आपका, दैट इज दिस ऑल ऑफ दिस LR2। तो ये आपका LR2, क्लियर है। तो इस तरीके से आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। तो दैट इज द मेनली डिफरेंस बिटवीन LL एंड LR। सो बॉटम अप पार्सर में हम LR के ग्रामर यूज करते हैं, ठीक है। LL ग्रामर इज यूज्ड इन द टॉप डाउन पार्सिंग, but LR grammar is superset than LL, ठीक है। तो every bottom up parser, sorry, every top down parser grammar can be passed through a bottom up parser, ठीक है, because bottom is more powerful, clear, thank you। LR0 parser, देखिए LR0 parser क्या होता है आपका, LR0 parser is a type of LR parser, ठीक है, that is further so is the type of bottom up parser, यानी कि LR0 parser जो होता है वो आपका क्या होता है, bottom up parser का एक टाइप होता है, ठीक है। हमने बोला है bottom up parser जो होता है आपका that is divided into two parser, that is operator precedence parser and LR parser, ठीक है। LR parser के फर्दर जो टाइप्स होते हैं that of that is LR0। so LR0 is a type of LR parser that is the बॉटम अप पार्सिंग, ठीक है, जिसमें हम लॉजिक कौन सा यूज करेंगे, बॉटम अप पार्सिंग का यूज करेंगे। नाउ इट यूज LR0 आइटम फॉर द टेबल कंस्ट्रक्शन एंड यूज टू फंक्शन क्लोजर एंड गो टू। तो देखिए LR0 आइटम क्या होते हैं आपके, LR0 आइटम का मतलब आपका यहाँ पे हम बोलेंगे कि एनी प्रोडक्शन विद डॉट इन राइट हैंड साइड, ठीक है। LR0 आइटम का मतलब क्या होगा आपका, LR0 आइटम या आइटम वर्ड्स का ही मतलब क्या होगा आपका, ठीक है। देखिए आइटम का मीनिंग जो होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइटम। तो आइटम का मतलब ये बोलते हैं एनी प्रोडक्शन
with dot in right hand side is called item. ठीक है, एनी प्रोडक्शन विद डॉट इन राइट हैंड साइड क्या कहलाएगा? आपका आइटम कहलाएगा। तो देखिए कोई भी प्रोडक्शन अगर हम लिखते हैं लाइक दैट S2 मैंने लिखा डॉट एक्स वाई जेड, ठीक है, मान लीजिए ये लिख रहा है, सो इसका मतलब होगा डॉट का मतलब ये है कि डॉट की पोजीशन ये स्पेसिफाई करेगी कि कितनी पर्टिकुलर प्रोडक्शन में से कितने वेरिएबल या टर्मिनल जो भी आपके यहाँ पे लिखे हैं वो आप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, स्कैन कर चुके हैं, सर्व कर चुके हैं। ठीक है, यानी आपको डॉट को क्या करते जाना है, शिफ्ट करते जाना है। फाइनली डॉट एट द एंड पहुंचा तो वो आपका आइटम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी हमने क्या बोला कि एक्स इज सर्व, नथिंग इज सर्व। ठीक है, इस केस में हम क्या बोलेंगे, नथिंग इज सर्व, या हम क्या बोल सकते हैं, इट इज सी। अभी तक कुछ नहीं देखा हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में इन राइट हैंड साइड। ठीक है, इन राइट हैंड साइड। अब मान लीजिए आपने x का यूज कर लिया है इस पर्टिकुलर पार्सर में, तो हम डॉट को क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। x इज सर्व बट yz इज रिमेनिंग, yz इज रिमेनिंग। ठीक है, yz रिमेनिंग है आपका। फिर अगर आपने लिखा था x y डॉट z, फिर डॉट को शिफ्ट किया, तो यानी कि आप क्या बोलेंगे कि y इज सर्व बट z इज रिमेनिंग। z क्या है आपका, रिमेनिंग है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा x y z, ऑल आर सर्व, यानी कि ये क्या हो गया आपका, रिड्यूस हो गया। दिस आइटम इज रिड्यूस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, आइटम इज रिड्यूस। ठीक है, आइटम इज रिड्यूस। आइटम क्या हो चुका है आपका, रिड्यूस हो चुका है। तो डॉट का इंपॉर्टेंस ये है आपका कि डॉट राइट हैंड साइड में तो वो आपको डिफाइन करेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन। कितने उसमें से आपने सिंबल्स स्कैन कर लिए, सर्व कर लिए, कितने अभी रिमेनिंग है। फाइनली एट द एंड डॉट अगर आपका शिफ्ट हो गया तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज रिड्यूस। दैट्स व्हाई हम क्या बोलते हैं, बॉटम अप पार्सर इज आल्सो कॉल्ड शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। बॉटम अप पार्सर इज आल्सो कॉल्ड शिफ्ट रिड्यूस। ठीक है, इसको शिफ्ट रिड्यूस पार्सर भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द नेम, सेकंड नेम ऑफ बॉटम अप पार्सर। ठीक है, नाउ अब LR0 पार्सर अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट LR0 पार्सर, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम। तो देखिए फॉलोइंग स्टेप्स यूज इन LR0 पार्सर। फर्स्ट, डिजाइन द ऑगमेंटेड ग्रामर। जो भी ग्रामर आपको दी हो उसकी पहले ऑगमेंटेड ग्रामर डिजाइन करेंगे। फाइंड द क्लोजर ऑपरेशन विद LR0 आइटम, यानी आपको दो फंक्शन पे वर्क करना है, क्लोजर और गोटू पे। फाइंड क्लोजर आइटम्स। ठीक है, फाइंड गोटू ऑपरेशन, फिर कंस्ट्रक्ट गोटू ग्राफ एंड देन कंस्ट्रक्शन ऑफ LR0 पार्सिंग टेबल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ गोटू ग्राफ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ LR0 पार्सिंग टेबल। ये गोटू ग्राफ डिजाइन करेंगे हम। ठीक है, फिर LR0 पार्सिंग टेबल डिजाइन करेंगे। उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द क्लोजर ऑपरेशन विद LR0 आइटम। ना अब देखिए मान लीजिए आपके पास जो भी कोई पर्टिकुलर ग्रामर है जिसके लिए आप फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दैट केस सबसे पहले आपको ऑगमेंटेड ग्रामर डिजाइन करें। तो देखिए कैसे डिजाइन करते हैं हम ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर का मतलब होता है आपका कि आपकी कोई भी ग्रामर है, मान लीजिए S टेंड्स टू, आपने लिखा दैट इज कैपिटल C कैपिटल C, C से आपने लिखा स्मॉल c कैपिटल C एंड C2 लिखा आपने स्मॉल, ये ग्रामर है। ठीक है, सो इन दैट केस ऑगमेंटेड ग्रामर की आपकी गिवन ग्रामर है। ऑगमेंटेड ग्रामर क्या होगी आपकी, इन ऑगमेंटेड ग्रामर हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज करते हैं। ठीक है, टू कॉल द स्टार्टिंग वेरिएबल। ठीक है, to use new production with s depth that generate the starting variable of grammar s. ठीक है, so create augmented grammar. first हमने क्या किया, augmented grammar create किया from the original grammar by including the new production s dash tends to s, s dash new variable है, now it becomes the starting variable, s dash tends to s लिखा हमने, फिर s से c and c to small c capital C and c to t. ठीक है, ये पूरा पार्ट आप यहाँ पर डिजाइन करेंगे। क्लियर, सो दिस ग्रामर, ये जो ग्रामर थी इसकी ऑगमेंटेड ग्रामर आपकी ये बनी। ठीक है, फिर इसमें आपको क्लोजर फाइंड करना है LR0 आइटम्स के हेल्प से। ठीक है, फिर आप क्या फाइंड करेंगे, गोटू फंक्शंस का यूज करेंगे, फिर गोटू ग्राफ डिजाइन करेंगे एंड फाइनली कंस्ट्रक्ट करेंगे LR0 पार्सिंग टेबल। ठीक है,
तो कैसे होता है ये सारा, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एक एग्जांपल के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। सो फॉर दिस एग्जांपल वी डिजाइन LR0 पार्सर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, क्रिएट द ऑगमेंटेड ग्रामर फ्रॉम दिस। जो ऑगमेंटेड ग्रामर आपकी बनेगी दैट इज एस दिस टेंड्स टू एस, एक नया वेरिएबल लेना है आपको, ठीक है। और बाकी सारे प्रोडक्शन एज इट इज लिख देंगे आप। फर्स्ट एस का प्रोडक्शन क्या है, एस टेंड्स टू डबल ए टेंड्स टू ए एंड कैपिटल ए टू बी, दैट इज द प्रोडक्शन। ये जो ग्रामर बनी आपके दैट इज ऑगमेंटेड ग्रामर। ना अब देखिए ऑगमेंटेड ग्रामर में आप जो भी नया प्रोडक्शन इंक्लूड करते हैं एस डेस टेंड्स टू एस, सबसे पहले आपको उसका क्लोजर फाइंड करना है। जस्ट फाइंड द क्लोजर ऑफ एस डेस टेंड्स टू डॉट एस। नाउ हाउ टू फाइंड क्लोजर, क्लोजर का मतलब क्या होता है, तो देखिए जो ये प्रोडक्शन आपने लिखा है इसमें डॉट के बाद जो वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल का क्लोजर फाइंड करना है, यानी कि इस वेरिएबल इस डॉट को आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है इफ यू अप्लाई द इनपुट, ठीक है। बट बिफोर दैट क्लोजर का मतलब क्या है, जैसे ही आपने डॉट लगाया, डॉट के बाद जो भी वेरिएबल लिखा है उसके सारे प्रोडक्शन आपको इसमें इंक्लूड करने हैं, ठीक है। यानी कि देखिए क्लोजर ऑफ दिस, इसका क्लोजर निकाल रहे हैं आप, तो एस दिस टेंड्स टू डॉट एस तो लिखना ही है आपको, ठीक है। फिर डॉट के बाद एस आ रहा है तो एस के सारे प्रोडक्शन, एस के प्रोडक्शन ए की प्रोडक्शन है आपका, और उसके आगे भी डॉट लगा देना ना। अब डॉट के आगे क्या है आपका, अगेन ए, ठीक है। सो इस ए के करस्पॉन्डिंग अगेन आपको क्या करना है, ए के सारे प्रोडक्शन लिखना है। देखिए जब भी आप डॉट के बाद कोई वेरिएबल देखेंगे उसके प्रोडक्शन इंक्लूड करेंगे और उसके आगे डॉट लगा देंगे। अब मान लो जो नया प्रोडक्शन आपने इंक्लूड किया उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में भी आपको डॉट के बाद कोई और वेरिएबल दिख गया दैट इज ए, तो अब ए के सारे प्रोडक्शन इंक्लूड करने हैं आपको, दैट इज ए एंड ए टू बी। क्लियर, ये इंक्लूड किया आपने और इन दोनों के आगे भी डॉट लगा दिया। अब ये डॉट के बाद टर्मिनल दिख रहा है, तो टर्मिनल दिख रहा है तो देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है, प्रोडक्शन वेरिएबल दिखा है तो उसके प्रोडक्शन इंक्लूड करने हैं आपको। तो देखिए एस दिस टेंड्स टू डॉट एस, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप चाहे कोई भी ग्रामर दी हो आपकी, ये टास्क करना है आपको, ये क्लोजर ऑफ दिस इतना लिखना है। फिर डॉट के बाद वेरिएबल एस हो गए, यानी एस के प्रोडक्शन तो आपको लिखनी है। अब एस की प्रोडक्शन के थ्रू अगर आप देखें तो फर्स्ट डॉट के बाद क्या आ रहा है, कैपिटल ए, तो ए के प्रोडक्शन लिखे। मान लो यहाँ डॉट के बाद कोई और वेरिएबल लिखा होता तो उसके प्रोडक्शन भी लिख लेते। क्लियर, तो दैट इज द क्लोजर ऑफ एस दिस टेंड्स टू एस। नाउ ये जो भी आपका आया दैट इज द फर्स्ट आइटम ऑफ दिस पार्सल, दैट इज I0 आइटम, ठीक है। ये आपका I0 आइटम बोल देंगे, आइटम नंबर 0। क्लियर है। नाउ आपको हर बार क्या करना है, दो टास्क परफॉर्म करने हैं, क्लोजर एंड गो टू। यानी फर्स्ट क्लोजर फाइंड किया, क्लोजर से एक आइटम बनेगा आपका। नाउ ऑन दिस आइटम यू अप्लाई द गो टू फंक्शन। तो देखिए आप यहाँ पे अगर आप बात करें दैट I0 आइटम, इस I0 आइटम पे हम क्या करेंगे, गो टू फंक्शन अप्लाई करेंगे। देखिए गो टू फंक्शन क्या होता है, पहले हम आइटम लिख लेते हैं दैट इज दिस एस अप्लाई करेंगे। देखिए गो टू फंक्शन क्या होता है, पहले हम आइटम लिख लेते हैं दैट इज दिस एस टेंड्स टू। देखिए इसके साथ ही हम क्या बनाते जा रहे हैं, ग्राफ बनाते जाएंगे, ठीक है। यानी हम गो टू फंक्शन, क्लोजर एंड ग्राफ तीनों एक साथ स्टेप हम रन करने वाले हैं। देखिए ये I0 आइटम है, ठीक है। इस पर अब आपको क्या करना है, गो टू फंक्शन का मतलब होता है कि जो भी आइटम में डॉट, जहां जहां आपको हर एक प्रोडक्शन में डॉट दिख रहे हैं, डॉट के बाद जो भी कंटेंट लिखा है चाहे वो वेरिएबल हो या टर्मिनल, उसको एज अ इनपुट इस पर्टिकुलर स्टेट पे क्या करना है, अप्लाई करना है। अब I0 आइटम को आप क्या बनाएंगे, जितने आइटम्स आपके यहाँ पर डिजाइन होंगे सारे आइटम्स जो होंगे वो आपकी गो टू ग्राफ की स्टेट्स कहलाएंगे। तो I0 आइटम इज द फर्स्ट स्टेट, ये आपकी पहली स्टेट हो गई I0। नाउ इस पे इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, तो देखिए डॉट के बाद जो लिखा वो सारे आपके इनपुट होंगे, तो दैट इज एस, ठीक है। डॉट के बाद एस लिखा हुआ है, डॉट के बाद ए लिखा है कैपिटल ए, और डॉट के बाद स्मॉल ए, दो वैल्यूज लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी दैट इज बी, ये बी है आपका, ठीक है। सो डॉट के बाद ए एंड डॉट के बाद बी आ जाएगा आपका, दैट इज दिस, ठीक है। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया आपने। नाउ सो I0 आइटम पे आपने S अप्लाई किया, इस S आइटम पर अब आप क्या देखेंगे, आफ्टर अप्लाइंग S आपको क्या करना है, दैट टास्क इज कॉल्ड गो टू। देखिए ये जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, इनपुट अप्लाई करना है किसी पर्टिकुलर आइटम पे, दैट इज गो टू फंक्शन, ठीक है।
दैट इज गो टू पार्ट। ये जो एज पे आप कोई इनपुट अप्लाई कर रहे हैं किसी स्टेट पे और नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं, यानी कि आपने गो टू फंक्शन कॉल किया है। तो देखिए पहले आप इस तरीके से I0 पे गो टू हर एक इनपुट का अप्लाई करके अलग अलग आइटम्स बना लें और फिर ग्राफ बनाएं, या डायरेक्टली आप साथ में ग्राफ बनाते जाएं, तो दैट इज बेटर वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ताकि हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपका कंस्ट्रक्ट होता जाए। तो देखिए I0 पे कैपिटल S अप्लाई करते हैं, तो जब भी हम कोई इनपुट अप्लाई करते हैं, इनपुट कौन सा अप्लाई करेंगे, जो डॉट के बाद लिखा है, तो डॉट के बाद S लिखा था तो S इनपुट, डॉट के बाद A लिखा था तो A इनपुट, A लिखा है तो A इनपुट, N स्मॉल b लिखा है तो B इनपुट। नाउ जैसे कैपिटल S अप्लाई किया आपने, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस डॉट को शिफ्ट कर देना है और S डॉट लिख देना है आपको, क्लियर है? तो S टेंड्स टू S डॉट। नाउ अब जस्ट डॉट को क्या कर दिया आपने, शिफ्ट कर दिया। अब डॉट को शिफ्ट करने के बाद अगर आगे कोई वेरिएबल आता आपका, तो उस वेरिएबल के प्रोडक्शन उस आइटम में फिर से इंक्लूड करते हैं। नाउ दिस आइटम इज I1, ये आइटम I1 बन गया आपका, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, फाइनल डॉट है, यानी कि ये जो प्रोडक्शन है ये रिड्यूस हो चुका है आपका डायरेक्टली, ठीक है, एक ही शिफ्ट में ये यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि इसके आगे कोई वेरिएबल नहीं। नाउ देखिए अब जैसे आपने A इनपुट अप्लाई किया, क्या लिखेंगे आप, S टेंड्स टू A डॉट A। अब डॉट के बाद अगेन क्या है, देखिए जैसे इनपुट अप्लाई करते हैं, इनपुट कौन सा अप्लाई करेंगे, जो डॉट के बाद लिखा है, और वो इनपुट आपने स्कैन किया, उसको सर्व किया और डॉट को आगे क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, डॉट शिफ्ट हो गया। नाउ डॉट को कब तक शिफ्ट करना है आप, जब तक रिड्यूस नहीं कर देते। तो अभी एट ए टाइम एक ही इनपुट स्कैन होगा, एक बार में एक एज पे एक इनपुट स्कैन करेंगे, तो डॉट आगे शिफ्ट हुआ, दैट इज दिस। नाउ आफ्टर देन ये बना आपका, डॉट के बाद क्या है, ए को आप क्या करेंगे, जैसे ही डॉट के बाद आपको कोई वेरिएबल दिखता है, उसके सारे प्रोडक्शन लिखने हैं आपको फ्रॉम दी ओरिजिनल ग्रामर, ठीक है, यानी ये जो ग्रामर है आपकी, दैट इज दिस, या कि ओरिजिनल ग्रामर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सो आपको सारे यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्शन ए के लिखने हैं। तो ए के दो प्रोडक्शन है, ए कैपिटल ए एंड ए टू स्मॉल बी। सो दोनों के आगे आपने क्या लगा दिया, डॉट, ठीक है। तो इन दोनों के आगे आपने डॉट लिख दिया। नाउ अब जैसे आपने ये दो प्रोडक्शन यूज किए, ओरिजिनल ग्रामर के प्रोडक्शन यूज करने हैं और स्टार्टिंग में डॉट लगाना है, दैट इज फिक्स, ठीक है। इसके अलावा डॉट के बाद कोई वेरिएबल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो आपका आइटम बन गया दैट इज इंट, ठीक है, ये रहेगा आपका, इसको आप बोल देंगे I2 आइटम। नाउ स्मॉल a इनपुट अप्लाई किया, तो देखिए क्या आएगा, a टेंड्स टू स्मॉल a डॉट कैपिटल A, डॉट के बाद कैपिटल आएगा आपका वेरिएबल, क्योंकि ये डॉट शिफ्ट हुआ, अगेन वेरिएबल आया तो a के सारे प्रोडक्शन, दैट इज a, उसके आगे डॉट एंड डॉट b, सॉरी a एंड डॉट b, करेक्ट। सो ये दो बन गए आपके, क्लियर है। देखिए a का इनपुट a अप्लाई करने पे डॉट आगे शिफ्ट किया, डॉट के बाद कैपिटल A आया था, तो a के दोनों प्रोडक्शन लिखेंगे ओरिजिनल ग्रामर के और उसके आगे डॉट लगा देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, ठीक है। नाउ स्मॉल b अगर आप अप्लाई करते हैं, तो जो आइटम आपका बनेगा दैट इज, ठीक है, स्मॉल b जो इनपुट आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका। सो b इनपुट पे आप क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पे, a टेंड्स टू क्या लिखेंगे आप, b डॉट, ठीक है, दिस आइटम इज I3, इसको I3 बोल दिया, ये I4 हो जाएगा आपका, सिर्फ एक ही प्रोडक्शन रहेगा, a टेंड्स टू b डॉट, क्योंकि b इनपुट अप्लाई किया था और डॉट के पहले बाद में b है, डॉट शिफ्ट हुआ, उसके बाद कोई कैरेक्टर नहीं है, सो आपका b डॉट, यानी कि ये भी आपका क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, इट इज आल्सो रिड्यूस्ड, क्लियर। नाउ अब इस पर्टिकुलर आइटम I1 की अगर हम बात करें, सो I1 पे कोई इनपुट अप्लाई कर सकते हैं क्या, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ऑलरेडी रिड्यूस हो गया। I4 पे कोई इनपुट अप्लाई होगा, अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये आपका क्या हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो I1 और I4 ऑलरेडी आपकी क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। नाउ अब आप क्या करें यहाँ पर, इन दैट केस नेक्स्ट I2 पे इनपुट अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी सारे प्रोडक्शन रिड्यूस नहीं हुए। तो देखिए इस पे अगर मैं कैपिटल A अप्लाई कर सकता हूँ, इस पर स्मॉल a अप्लाई हो सकता है और स्मॉल b अप्लाई हो सकता है, क्लियर, क्योंकि डॉट के बाद जो जो दिख रहा है आपको वो इनपुट में एज अप्लाई करना है। तो देखिए डॉट के बाद a अप्लाई किया अगर आपने, सो यहाँ पे क्या बनेगा, s टेंड्स टू a डॉट, ये डॉट आगे शिफ्ट हो जाएगा, डॉट शिफ्ट हुआ और ये क्या हो चुका है, रिड्यूस हो गया। तो देखिए शिफ्ट रिड्यूस टास्क मेनली आप परफॉर्म कर रहे हैं, सो ये भी रिड्यूस हो गया आपको, इसको नंबर दे दिया आपने I5, देखिए नंबरिंग किसी टाइप से देना है, I1 2 3 4, फिर
फर्स्ट I1 को स्कैन ओपन करेंगे, बट ये ऑलरेडी रिड्यूस हो गया था इसलिए हमने I2 को ओपन किया, फिर I3 को ओपन करेंगे। अब I2 के बाद की जो नंबरिंग होगी यहाँ से आएगी, फिर I3 की नंबरिंग इधर होगी। A इनपुट पे देखिए, A इनपुट पे जो आपका प्रोडक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, जो आइटम बनेगा दैट इज A टेंड्स टू A डॉट A, ठीक है, ये डॉट आगे शिफ्ट हो गया, फिर A आया आपका कैपिटल A, डॉट के बाद वेरिएबल है तो इसके सारे प्रोडक्शन दैट इज A एंड B, इन दोनों के आगे डॉट लगा दिया आपने, दैट इज दिस, ठीक है, ये बन गया आपका। क्लियर है? अब देखिए इन दैट केस अगर आप देखें यहाँ पे जो ग्राफ बनाया आपने, ठीक है, इस पर्टिकुलर ग्राफ के करस्पॉन्डिंग ये जो आइटम है दैट इज I6 एंड दिस आइटम I2, देखिए 2 और 6, अगर आप इसको 6 नहीं बोलेंगे अभी हम, ठीक है, पहले हम देखेंगे I2 इज एग्जैक्टली सेम दिस लाइक दिस, यानी इस प्रोडक्शन में और इस प्रोडक्शन में, सॉरी दैट इज दिस एंड दिस बोथ आर सेम, ठीक है। A इनपुट पे आपका ये जो प्रोडक्शन बन रहा है दिस एंड दिस I3, A टेंड्स टू A डॉट A डॉट A एंड डॉट B, A डॉट A डॉट A एंड डॉट B, बोथ आर सेम। तो हमें फिर से इसको नया आइटम नहीं बोलना है बिकॉज ये ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था, तो इसको I3 बोलेंगे हम, दैट इज I3 ओनली, ठीक है। तो देखिए I3 अगर हमें उसको नेम देना है तो व्हाई वी कंस्ट्रक्ट, हम जस्ट इसको क्या करें, उस एज को हम किस पे ट्रांसफर कर दें, I3 पे ट्रांसफर कर दें, यानी कि ये जो आइटम आपने कंस्ट्रक्ट किया है ये एग्जैक्टली किसके जैसा बनने वाला है, दैट इज एग्जैक्टली सेम लाइक I3। क्लियर है? यानी कि देखिए इस पर A इनपुट अप्लाई करेंगे अगर आप, so if you apply the input A, so this item is exactly same like this, so A इनपुट पे यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। जब I0 पे A इनपुट अप्लाई किया तो आपने ये आइटम बना, और I2 पे A इनपुट अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली ये आइटम बनेगा, क्योंकि देखिए स्मॉल a अगर अप्लाई कर रहे हैं तो डॉट आगे जाएगा, तो A डॉट A, डॉट के बाद A, तो A के दोनों प्रोडक्शन, तो ये A से डायरेक्टली मूव कहाँ कर गया, I3 पे, I2 पे A इनपुट पे कहाँ चले गए, ठीक है। सो वी जस्ट कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ नाउ। B इनपुट अप्लाई करेंगे तो देखिए B पे भी क्या होगा आपका, B इनपुट पे आप देखें यहाँ पे तो A टेंड्स टू क्या आ जाएगा आपका, दैट इज B डॉट, ठीक है, B के बाद डॉट, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस प्रोडक्शन I4, यानी I2 पे B इनपुट पे भी आप कहाँ जा रहे हैं, I4 पे जा रहे हैं। क्लियर है? यानी कि जो आइटम बन रहा है वो कोई नया आइटम नहीं है, वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, यानी इसके थ्रू आप क्या बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो गोस टू I4, ठीक है। या तो आप इस एज को यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप B इनपुट अप्लाई करके इधर लिख सकते हैं I4, जो I4 आइटम आप ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, ठीक है। सो यू कैन ट्रांसफर द एज हियर, ठीक है, और या तो हम यहाँ पे एज ट्रांसफर करते हैं, दैट इज गोस टू दिस विद इनपुट B, ठीक है। या फिर आप इसी में I4 लिख सकते हैं डायग्राम में, तो कोई दिक्कत नहीं है, I4 है, I4 कहाँ पे है तो ये यहाँ रेफर कर लेगा। तो देखिए इसके एक इनपुट A ये रिड्यूस हो चुका है, I2 पर कैपिटल A अप्लाई किया तो I5 पे गया, दैट इज कंप्लीटली रिड्यूस, स्मॉल a पे I3 पे रिटर्न हो गया और B पर I4 पे हो गया, यानी ये कंप्लीटली एंड हो चुका है, इसको आप आगे कहीं एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब बचा I3 पे कैपिटल A आएगा आपका, तो देखिए I3 पे कैपिटल A अगर इनपुट अप्लाई करेंगे आप, सो क्या ट्रांजिशन बनेगा आपका, A टेंड्स टू A डॉट, दैट इज दिस, नाउ दिस आइटम इज I6 बिकॉज इट इज न्यू, ठीक है, ये रिड्यूस हो चुका है। नाउ अगेन देखिए स्मॉल a अगर अप्लाई करेंगे तो स्मॉल a पे जो आइटम बनेगा आपका A टेंड्स टू डॉट A, इस पे स्मॉल a अगर अप्लाई किया तो देखिए क्या बनेगा आपका, A टेंड्स टू A डॉट A, ये डॉट आगे शिफ्ट होगा, डॉट के बाद वेरिएबल आ रहे हैं तो उसके सारे प्रोडक्शन दैट इज दिस एंड दिस B, ठीक है। तो देखिए अगेन एग्जैक्टली सेम आइटम जो ये खुद है, यानी इस पे A इनपुट अप्लाई करने पर ये खुद आइटम आपका जनरेट हो रहा है, तो यहाँ A का लूप लगा देंगे, दैट इज द लूप ऑफ A, क्लियर है। और अगेन इस पे B इनपुट अप्लाई करने पे आपका जो प्रोडक्शन आइटम बनेगा दैट इज I4 ओनली, तो इस पे B पे I4 पे ट्रांसफर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल A पे आप कहाँ गए, I6 पे, I3 पर स्मॉल a पे I3 पे ही रहेंगे, क्योंकि स्मॉल a इनपुट देने पे जो आइटम बनेगा एग्जैक्टली सेम बनेगा, और स्मॉल b पर आप कहाँ जाएंगे, I4 पे जाएंगे, तो दैट इज दी प्रोडक्शन, ठीक है। ये आपका जो ग्राफ बन गया, हर एक प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग आपने उसका आइटम क्रिएट किया, ठीक है, और आपने ग्रो किया। सबसे पहले I0 आइटम के लिए आपने क्या फाइंड किया, क्लोजर। तो देखिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं,
हर ग्राफ में जो हमने डिजाइन किया दैट ग्राफ इज कॉल्ड गो टू ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, इस ग्राफ इज कॉल्ड गो टू ग्राफ, ठीक है। दिस ग्राफ इज कॉल्ड गो टू ग्राफ, ठीक है। अब इस गो टू ग्राफ में आप सारे ऑपरेशन देखिए, पहले आपने क्लोजर फाइंड किया दैट इज दिस i0 आइटम, इसको हमने यहाँ पे लिखा। तो ये जो अंदर हम टास्क परफॉर्म किए थे दैट इज क्लोजर, यानी डॉट एस है तो डॉट एस, डॉट के बाद अगर एस आता है तो क्या करना है, तो ये सारे इंक्लूड किया हमने। फिर हमने गो टू अप्लाई किया, ठीक है, दैट इज ऑल आर गो टू फंक्शंस। नाउ आफ्टर दैट अगर डॉट के बाद वेरिएबल आया, देखिए ये i2 में आपने डॉट के बाद a लिखा और a के बाद ये सारा टास्क परफॉर्म किया, तो यानी जो आप आइटम में एक्स्ट्रा आपने एक डॉट शिफ्ट किया दैट इज कॉल्ड गो टू, और उसके बाद उस डॉट के बाद वेरिएबल आया तो नए प्रोडक्शन इंक्लूड किया दैट इज कॉल्ड क्लोजर। यानी कि हर एक आइटम में आपने क्या किया, क्लोजर भी फाइंड किया। यहाँ पे आप क्लोजर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगेन आपने क्लोजर फाइंड किया, और ये जो आपने एजेस बनाई है दैट इज गो टू फंक्शन। गो टू मतलब आप एजेस पे इनपुट अप्लाई करेंगे, ठीक है, और फिर उस इनपुट अप्लाई करने के बाद अगर आपको और कोई प्रोडक्शन पे इंक्लूड करने पड़ रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड क्लोजर। क्लोजर गो टू का कॉम्बिनेशन आपका चलेगा एंड दैट इज द कंप्लीट ग्राफ, दैट इज कॉल्ड गो टू ग्राफ। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज गो टू ग्राफ, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, ये जो ग्राफ आपने कंस्ट्रक्ट किया इसमें टोटल स्टेट कितनी है, i0 i1 i2 i3 i5 i6, ठीक है। तो i0 से i6 तक हम जा रहे हैं, सो दैट इज टोटल 7 स्टेट्स। 7 स्टेट आपकी बन रही है, हर स्टेट का ट्रांजेक्शन क्लियर है, एक स्टेट पे एक इनपुट अप्लाई करने पे किस स्टेट पे जाएंगे। सो इसकी हेल्प से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पर LR0 पार्सिंग टेबल, ठीक है। LR0 पार्सिंग टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो देखिए, तो कंस्ट्रक्ट दैट टेबल आपको क्या करना है, जो भी स्ट्रक्चर आप टेबल का फॉर्मेट बना लें दैट फॉर्मेट जितनी भी स्टेट्स हैं आपकी वो सारी आपकी जाएगी एजेस पे, ठीक है। जितनी भी आपके स्टेट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग कैसे बनाएंगे, देखिए ऑल द स्टेट्स ऑफ दिस गो टू ग्राफ, जो गो टू ग्राफ हमने कंस्ट्रक्ट किया है उसको आप रो में लिखते हैं, दैट इज i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 एंड i7, ठीक है। तो ये सारी स्टेट्स आपने यहाँ पर लिख दी इन दी रो, ऑल स्टेट्स टेबल की रो को डिफाइन करेंगे। नाउ जितने भी टर्मिनल्स है पहले सारे टर्मिनल्स लिखेंगे हम यहाँ पर। टर्मिनल्स क्या है आपके ग्रामर में, दैट इज स्मॉल a एंड स्मॉल b। ग्रामर के टर्मिनल्स लिख दिया आपने, स्मॉल a दैट इज दिस एंड स्मॉल b। आफ्टर राइटिंग a एंड b नेक्स्ट इज डॉलर, नेक्स्ट इनपुट क्या लिखेंगे आप, डॉलर। डॉलर इज ऑलवेज यूज, ठीक है, कोई भी आप ग्रामर का टेबल बना रहे हैं ए भी लिखना है आपको और डॉलर लिखना है, फिर जितने भी वेरिएबल्स है वो सारे लिख देने। तो देयर आर 2 वेरिएबल एस, कैपिटल एस एंड कैपिटल ए, ठीक है। तो ये एंट्री करिए आपने। अब देखिए टेबल की एंट्री कैसे होगी आपकी। सो i0 पर ए इनपुट पे हम किस स्टेट पे जा रहे हैं, ठीक है, आपको ग्राफ चेक करना है और ग्राफ से टेबल डिजाइन करना है। अब देखिए जो गो टू ग्राफ है आपका, दैट गो टू ग्राफ जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है, इन दिस गो टू ग्राफ इट बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डीएफए, ठीक है। डीएफए की प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेगा कि एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली एक ही ट्रांजैक्शन होगा, एक से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यानी इस पे आप कौन कौन सा इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एस, ए एंड बी। तो हर एक इनपुट का जो इसके ऊपर एप्लीकेबल है उसका एक एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एस ट्रांजैक्शन से यहाँ भी जा रहे हैं और एस इनपुट से किसी और स्टेट पे भी जा रहे हैं, ठीक है। सो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि गो टू ग्राफ इज बेस्ड ऑन दी डीएफए प्रॉपर्टी, ये डीएफए की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। नाउ अब आपको देखना है i0 स्टेट पे स्मॉल a इनपुट आपने अप्लाई किया, तो कहां पे गया आप, i3 स्टेट पे, ठीक है। a का ट्रांजैक्शन आपने बनाया दैट गोस टू i3। तो i0 पे जब a इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो i3 स्टेट पे जा रहा है। तो देखिए आप जब भी किसी स्टेट पे इनपुट अप्लाई करेंगे यानी आप क्या कर रहे हैं, डॉट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब शिफ्ट की बात आती है तो हमें एंट्री करना है शिफ्ट, ठीक है। सो देखिए i0 पर a इनपुट पे आप कहां जा रहे हैं, यू गोस टू i3 स्टेट। तो i0 पे i3 स्टेट, तो आपको यहाँ पे शिफ्ट की एंट्री करना है यानी आपको लिखना है s3,
ठीक है। देखिए I0 पर A इनपुट पे आप कहाँ जा रहे हैं, I3 स्टेट पर। तो I3 स्टेट के लिए आप क्या बोलेंगे, दैट स्टेट आपने क्या परफॉर्म किया, शिफ्ट परफॉर्म किया। तो नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे आपको यूज करने है। I3 के लिए आपको वर्ड यूज करना है S3। तो S रिप्रेजेंट टू शिफ्ट ऑपरेशन, यानी कि आपने जब A इनपुट अप्लाई किया तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको नेक्स्ट देखना है। I0 पर B इनपुट पे कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल b पर, I4 पर। I0 पे स्मॉल b इनपुट पे आप कहाँ गए, I4 पे। तो I0 पे स्मॉल b पे आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, दैट इज S4। ठीक है, I0 पे b इनपुट पे आपने क्या लिख दिया, दैट इज S4। ना फिर I0 पे आपने कोई इनपुट अप्लाई किया, दैट इज A B। ठीक है, ये दोनों। फिर कैपिटल A कहाँ पे जा रहे हैं, I2 पे, और S पे कहाँ जा रहे हैं, I1 पे। ठीक है, यानी कि आपने I0 स्टेट पर कैपिटल S अप्लाई किया तो आप जा रहे हैं I1 स्टेट पे, और I0 पर आपने कैपिटल A अप्लाई किया तो आप जा रहे हैं I2 स्टेट पे। तो देखिए, जब टर्मिनल अप्लाई करते हैं तो आप शिफ्ट की एंट्री के लिए S3 S4 लिखते हैं, और जब वेरिएबल इनपुट में है आपका तो जिस भी स्टेट पे जा रहे हैं उसका जस्ट नंबर लिखना है आपको। तो S किस स्टेट पे जा रहा है, 1 पे, तो 1 लिख दिया। 2 किस स्टेट पे, I0 पे A इनपुट देने पे कहाँ जा रहे हैं, सेकंड I2 पे, तो 2 नंबर। तो वेरिएबल में नंबर्स की एंट्री होगी। ठीक है, टर्मिनल में अगर शिफ्ट हो रहा है तो S1 S2 S3 S4 इस तरीके से लिखना, दैट्स इट। क्लियर है। तो इस तरीके से पूरी टेबल हम शिफ्ट की एंट्री के लिए फिल करते हैं, जिस जिस स्टेट पे हमने इनपुट अप्लाई की। तो देखिए, I1 पे कोई इनपुट दिया है क्या, देयर इज नॉट एनी इनपुट ऑन I1 पे कोई इनपुट नहीं है आपका। ठीक है, अब ये रिड्यूस हो चुका है, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या करना है हम आगे देखते हैं। पहले हम सारी शिफ्ट की एंट्री करते हैं। अब इनपुट हमने I2 पे अप्लाई की, तो देखिए स्मॉल a पे अगेन कहाँ जा रहा है, S3 पे। स्मॉल b पे कहाँ जा रहा है, S4 पे, I4 पे। ठीक है, और कैपिटल A पे कहाँ जा रहा है, 5 पे। तो ये एंट्री आ जाएगी दैट I2 के लिए, S3 S4 I2, स्मॉल a पे I3 पे जा रहा है, स्मॉल b पे I4 पे जा रहा है, इसलिए I3 S3 S4 लिखा हमने, और कैपिटल A पे I5 पे जा रहा है, इसलिए 5 लिख देंगे। क्लियर ना। I3, तो देखिए I3 पे A का लूप लगा हुआ, यानी I3 पे ही रहेगा, और B के लिए अगेन ये कहाँ जा रहा है, I4 पे। तो देखिए हर स्टेट पे B इनपुट पे आप I4 पे जा रहे हैं, और A इनपुट पे S3 पे, दैट इज S3 S4 ना। इसके अलावा यहाँ पर कैपिटल A भी अप्लाई किया, जो किस पे जा रहा है, I6 पे, तो 6 यहाँ पे इनपुट लिख देंगे ना। और किस स्टेट पे आपने शिफ्ट की एंट्री की, देखिए शिफ्ट सिर्फ किस पे हो रहा है आपका, I2 पे, I0 पे और I3, तीन पे इनपुट अप्लाई किया आपने, यानी कि शिफ्ट हो रहा है। इसके अलावा I1 पे कोई इनपुट नहीं दिया हमने, I5 पे कोई इनपुट नहीं दिया है, I6 पे नहीं दिया है, और I4 पे नहीं दिया, बिकॉज इट ऑल आर रिड्यूस। ये सारे क्या हो गए आपके, रिड्यूस हो चुके हैं। ठीक है, तो LR0 पार्शन में रिड्यूस की एंट्री कैसे करते हैं हम, तो देखिए LR0 पार्शन के केस में आप रिड्यूस की एंट्री की बात करेंगे तो जो ओरिजिनल ग्रामर है, देखिए रिड्यूस की एंट्री कैसे करेंगे हम, जो ओरिजिनल ग्रामर है आपकी, उस ग्रामर को आपको नंबरिंग प्रोवाइड करना है। यहाँ पर अगर हम देखें, इन दैट केस ग्रामर है आपकी, दैट इज S टेंड्स टू कैपिटल A, स्मॉल कैपिटल A2 स्मॉल a कैपिटल A एंड B। ये ओरिजिनल ग्रामर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको R1 बोलना है, इसको R2 बोलना है, और इसको R3 बोलना है। दैट इज द प्रोडक्शन नंबर, ग्रामर का जो पहला प्रोडक्शन है। ठीक है, स्टार्टिंग वेरिएबल का फर्स्ट प्रोडक्शन R1, अगर स्टार्टिंग वेरिएबल के नंबर ऑफ प्रोडक्शन होते तो उसको R2 R3 R4 इस तरीके से लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर इसको R1 बोलना है, A का पहला प्रोडक्शन R2, A का दूसरा प्रोडक्शन R3, आगे और प्रोडक्शन होते तो R4 R5 R6 इस तरीके से देना है। तो हर एक प्रोडक्शन को एक नंबर R1। क्लियर है। अब देखिए I4 स्टेट में कौन सा आइटम रिड्यूस हुआ है, तो I4 स्टेट में अगर आप देखें तो A टेंड्स टू B डॉट, A टेंड्स टू B डॉट, यानी कि ये आपने जो लिखा है ग्रामर, ठीक है, A टेंड्स टू B, इसको आपने क्या बोला, दैट इज R1 R2 एंड R3। तो A टेंड्स टू B यानी कि कौन से नंबर का प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है, R3 नंबर का प्रोडक्शन रिड्यूस किया है। तो I4 में आपको क्या करना है, देखिए I4 में A B और डॉलर तीनों प्लेस पे आपको क्या लिख देना है, R3 R3 R3। ठीक है, जिस नंबर का प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर आइटम में, I4 में आपने ये प्रोडक्शन रिड्यूस किया है, इस प्रोडक्शन का नंबर क्या है, R3, तो वो R3 आपने A B और डॉलर तीनों में लिख देना है, यानी सारे टर्मिनल्स में लिखना है आपको।
ए बी और डॉलर में भी लिखना है, क्लियर है, ओनली टर्मिनल्स, वेरिएबल्स की प्लेस पे नहीं लिखना है, क्लियर है। नाउ I5 में कौन सा रिड्यूस हुआ है, S टेंड्स टू AA, S टेंड्स टू AA मतलब R1, तो R1 I5 में तीनों प्लेस पे आ जाएगा, दैट इज R1 R1 R1, ठीक है। नाउ I6 में क्या रिड्यूस हुआ आपका, दैट इज A टेंड्स टू A डॉट A, ठीक है, A टेंड्स टू A डॉट, तो ये कौन से नंबर का प्रोडक्शन है आपका, दैट इज R2, तो I6 में R2 लिखना है तीनों प्लेस पे, तो दैट इज R2 R2 R2, ठीक है। I7 कोई स्टेट नहीं है हमारे पास, ठीक है, एक स्टेट हमने एक्स्ट्रा लिख दी यहाँ पे, स्टेट I7 I6 तक ये आपकी स्टेट, सो दैट इज दिस, सो इस तरीके से आपने यहाँ R2 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 डिजाइन कर दिया, क्लियर है, ये सारे आपने रिड्यूस की एंट्री कर दी। नाउ अब एक आइटम जो आपका I1 है, दैट इज आल्सो रिड्यूस, ये भी रिड्यूस हुआ, यहाँ पे कौन सा पर्टिकुलर वेरिएबल रिड्यूस हुआ है आपका, स्टार्टिंग वेरिएबल S, देखिए ओरिजिनल ग्रामर का स्टार्टिंग वेरिएबल S था, वो यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है आपका, सो जिस भी आइटम में आपका स्टार्टिंग वेरिएबल S रिड्यूस हो रहा है उसके कॉलम में, ठीक है, उस पर्टिकुलर रो में I1 में आपका स्टार्टिंग वेरिएबल रिड्यूस हो रहा है, तो I1 में डॉलर की प्लेस पे आपको क्या लिखना है, एक्सेप्ट, यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, एक्सेप्ट। तो देखिए ये वर्ड एक्सेप्ट तो लिख रहा है जब आप इस पर्टिकुलर टेबल की हेल्प से कोई स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है, तो जब आप एक स्ट्रिंग पास करेंगे LR0 पार्सर टेबल से, तो एट द एंड इनपुट के एंड में हम डॉलर एज्यूम करते हैं, ठीक है, तो जब डॉलर और स्टैक का कंटेंट आपका डॉलर हो जाएगा, सो उस केस में आप क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट, अदरवाइज आप क्या बोल देंगे, रिजेक्ट। ये जो आपकी ब्लैंक एंट्री है, यानी कि जहां पर आपका कोई भी डेटा नहीं लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड एरर एंट्री, यानी एरर एंट्री का मतलब ये हुआ आपका कि जितनी ज्यादा आपकी ब्लैंक एंट्री होगी उतनी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी आपकी उस पर्टिकुलर पार्सर की टू फाइंड द एरर्स, एरर फाइंड करने की कैपेबिलिटी जो होगी वो इस पे डिपेंड करेगी उसके ब्लैंक सेल पे, ठीक है। मान लीजिए किसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग आप किसी ब्लैंक सेल पे आ गए, सो आप क्या बोल देंगे, इट इज रिजेक्ट, तो एरर फाइंडिंग कैपेबिलिटीज की जितनी ज्यादा ब्लैंक एंट्री उतनी ज्यादा एरर फाइंडिंग, ये आपने सारी एंट्री कर दी यहाँ पर, क्लियर, शिफ्ट और रिड्यूस। ना आप इस पे कोई भी इनपुट पास करके चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रामर की एक स्ट्रिंग यहाँ से जनरेट होगी। नाउ अब देखिए एक टर्म आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर पार्सर पे जो टेबल आपने डिजाइन किए, आफ्टर डिजाइनिंग आपको चेक करना है कि ये LR0 पार्सर की टेबल है या नहीं है, यानी कि ये ग्रामर LR0 ग्रामर है या नहीं। तो इफ देयर इज नॉट एनी मल्टीपल एंट्री, क्या बोलेंगे, देयर इज नॉट एनी मल्टीपल एंट्री, दैट्स व्हाई इट इज LR0 ग्रामर, ठीक है, LR0 पार्सर टेबल है ये, and in this table there is not any multiple entry, so this grammar is LR0 grammar, ठीक है, ये ग्रामर कौन सी है आपकी, LR0 ग्रामर है, because there is not any multiple entry, there is not any multiple entry in the table, ठीक है, मल्टीपल एंट्री इन द टेबल, देयर इज नॉट एनी मल्टीपल एंट्री इन द टेबल, मतलब कि कहीं पे भी आपका एक सेल में दो वैल्यू, जैसे यहाँ शिफ्ट S3 लिखा है, इसकी जगह S3 R3 दो वैल्यू आती है, किसी सेल में भी अगर मल्टीपल एंट्री होती है आपकी तो वो LR0 पार्सर नहीं होता, बट यहाँ पे हर एक सेल में एक्जैक्टली एक एंट्री है, दैट्स व्हाई इट इज LR0 पार्सर टेबल, एंड जिस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग आपने टेबल बनाई है दैट ग्रामर इज कॉल्ड LR0 ग्रामर, ठीक है। सो दिस ग्रामर इज LR0 बिकॉज इसके लिए पासिंग टेबल एग्जिस्ट कर रही है, that's why it is LR0 table, clear, ठीक है। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है, पहले आप GoTo ग्राफ बनाएंगे, फिर उस ग्राफ से टेबल डिजाइन करेंगे। GoTo ग्राफ में आपको दो फंक्शन यूज करने, क्लोजर एंड GoTo फंक्शन, क्लोजर एंड GoTo फंक्शन, ठीक है, एंड सो ऑन। हाँ देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है जिसमें आप टर्मिनल में एंट्रीज कर रहे हैं, दैट कॉलम्स दैट कंटेन टर्मिनल including dollar, this particular part is called action entry, इसको हम बोलते हैं action entry, ठीक है। and this entry जहां पे आप variables लिखे हुए हैं, ठीक है, that part is called GoTo entry, ठीक है, that is GoTo entry, that is action entry, ठीक है।
तो देखिए इसमें आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एक्शन एंट्री या हाउ मेनी एक्शन एंट्रीज इन द LR0 पासिंग टेबल फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रामर, ठीक है, या हाउ मेनी गो टू एंट्रीज, तो गो टू एंट्री कितनी है आपकी 4 है। तो जो वेरिएबल्स में एंट्री आप कर रहे हैं दैट इज गो टू एंट्री, ठीक है, और जो आप यहाँ पर टर्मिनल्स की एंट्री कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड फंक्शन। गॉट इट? सो इस तरीके से आपको वहां पर देखना रहेगा, ठीक है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद SLR वन पार्सर एग्जांपल 1। ठीक है, फर्स्ट हमें एग्जांपल लिया चेक द फॉलोइंग। लेट्स स्टार्ट विद SLR वन पार्सर एग्जांपल 1। ठीक है, फर्स्ट हमें एग्जांपल लिया चेक द फॉलोइंग ग्रामर इज SLR वन। ये ग्रामर आपकी SLR बनी है, तो चेक कैसे करते हैं ग्रामर SLR बनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ग्रामर की ऑगमेंटेड ग्रामर फाइंड करेंगे, तो उसकी हेल्प से हम आइटम्स क्रिएट करेंगे LR0 आइटम्स, ठीक है, दैट LR0 आइटम डिजाइन नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोजर एंड गो टू फंक्शन, एंड देन यू क्रिएट गो टू ग्राफ। गो टू ग्राफ की हेल्प से आप क्या बनाएंगे, दैट इज द SLR टेबल। टेबल कंटेन मल्टीपल एंट्रीज, दैट मींस इट इज नॉट SLR, इट डज नॉट कंटेन मल्टीपल एंट्री, दैट इज SLR, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं ऑगमेंटेड ग्रामर। जस्ट क्रिएट ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे क्रिएट करते हैं, बाय इंक्लूडिंग इन प्रोडक्शन एस एस एस, ठीक है, वेरिएबल एस दैट कॉल एस, ये नया प्रोडक्शन इंक्लूड करना है। और ओरिजिनल ग्रामर की जो प्रोडक्शन है वो एस लिखते हैं हम एस ए एंड एस टेंड्स टू बी, ठीक है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल ग्रामर। नाउ अब देखिए ये आपकी ऑगमेंटेड ग्रामर होगी। इन दैट केस इस ग्रामर में आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, क्लोजर ऑफ एस टेंड्स टू एस डॉट, करेंगे हम क्लोजर ऑफ एस टेंड्स डॉट एस, ठीक है। क्लोजर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल इसका क्लोजर फाइंड कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग वेरिएबल का क्लोजर फाइंड करना है, डॉट एस लिखा आपने। नाउ एस के करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल आप क्या आएंगे, इसके क्लोजर में क्या आने वाला है आपका, देखिए क्लोजर ऑफ दिस इज कंटेन एस टेंड्स टू डॉट एस लिखना है। नाउ डॉट के बाद आपका वेरिएबल है दैट इज कैपिटल एस, तो एस के सारे प्रोडक्शन आप लिख देंगे, ठीक है। जब भी आप क्लोजर फाइंड करते हैं और किसी पर्टिकुलर क्लोजर के अंदर आपका डॉट आ रहा है, डॉट के बाद कैपिटल वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल के सारे प्रोडक्शन आप लिख देंगे। तो एस के सारे प्रोडक्शन आप लिखिए, दैट इज टू प्रोडक्शन, तो दोनों प्रोडक्शन के आगे आपको डॉट लगाना है। तो एस टेंड्स टू डॉट एस, एस के दोनों प्रोडक्शन लिखिए हमने, डॉट एस ए एंड डॉट टी। नाउ आफ्टर दैट इसमें इनपुट अप्लाई करेंगे हम कैपिटल एस, ठीक है। डॉट के बाद जो इनपुट आपको लिख रहे हैं दैट इज अप्लाइड टू दिस आइटम, इट बिकम्स आईसी। क्लोजर ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑगमेंटेड ग्रामर वो फाइंड करना है, दैट इज ऑलवेज फिक्स। जब भी आप किसी SLR का पार्सर डिजाइन करें उसके क्लोजर में आपको ये प्रोडक्शन ऑलवेज लिखना है। डॉट के बाद एस आएंगे यानी एस के प्रोडक्शन सारे। अब एस के प्रोडक्शन में अगर डॉट के बाद कहीं वेरिएबल है तो फिर वो प्रोडक्शन इंक्लूड करने, अदरवाइज इतने प्रोडक्शन आपके नॉर्मली हर आईसी आइटम में होगा, चाहे किसी भी ग्रामर फर्स्ट ऑगमेंटेड ग्रामर का प्रोडक्शन प्लस प्रोडक्शन ऑफ स्टार्टिंग वेरिएबल एस, ठीक है, बिकॉज़ डॉट एस को आप लिखेंगे तो इसके सारे प्रोडक्शन आने हैं आपको फिर से। नाउ इनपुट में कैपिटल एस आएगा और कितना आएगा आपका ए, ठीक है, स्मॉल ए एस इनपुट अगर आप अप्लाई करेंगे सो इन दैट केस क्या होगा आपका, ठीक है, तो आपको डॉट के बाद जो डिफरेंट कैरेक्टर्स दिख रहे हैं वो इनपुट में अप्लाई करेंगे। एक जगह एस दिखा था हमने लिखा, अब दो प्लेस पे आपको स्मॉल ए दिख रहे हैं, तो आपको ए की बनाना है, ठीक है। रीजन इज दैट दिस ग्राफ, दिस गो टू ग्राफ इज बेस्ड ऑन दी DFA प्रॉपर्टी, तो हर एक इनपुट के लिए एक्जेक्टली एक ही ट्रांजिशन होगा, एक अलग-अलग ट्रांजिशन नहीं बनाना है। दोनों आइटम के जो ए डॉट है आपके ए की करस्पॉन्डिंग वो शिफ्ट होंगे एक ही आइटम, ठीक है, तो दोनों प्रोडक्शन एक ही आइटम में शिफ्ट होंगे। सो यहां पे हमने बोला एस डिस्टेंस टू एस डॉट गिवन क्या होता है, दैट आइटम इज I1, ये I1 कहलाएगा, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट ए इनपुट अप्लाई करने पे क्या आएगा आपका, देखिए फर्स्ट इस प्रोडक्शन का ए आपने शिफ्ट किया एस टेंड्स टू डॉट ए एस, से डॉट को शिफ्ट करना है तो आप लिखेंगे ए डॉट एस, आफ्टर शिफ्टिंग डॉट वी राइट दैट ए डॉट एस, ये जस्ट शिफ्ट डॉट। अब देखिए ये इनपुट जो अप्लाई किया आपने दैट इज गो टू एक्शन, ये गो टू है, ये गो टू टर्म्स आपकी, क्लियर, यानी ये गो टू अप्लाई कर रहे हैं नाउ गुड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने डॉट को शिफ्ट किया एस की, डॉट के बाद वेरिएबल एस आया यानी एस का क्लोजर, यानी इस प्रोडक्शन का क्लोजर, तो एस के सारे प्रोडक्शन, एस के दो प्रोडक्शन है, ओरिजिनल ग्रामर के प्रोडक्शन लिखना है सामने, सो दैट इज दिस टू प्रोडक्शन इज इंक्लूड, इन दोनों के आगे डॉट लगा देंगे, ठीक है, दैट इज डॉट एस। सो क्यों इंक्लूड किया हमने दोनों प्रोडक्शन, क्योंकि इस डॉट के बाद ये कैपिटल एस आ रहा था आपका, इसको उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये दोनों एस के प्रोडक्शन इंक्लूड किए। नाउ अब देखिए यहां पे एक पॉइंट और देखना है आपको, ठीक है, अभी हम सिर्फ एक को शिफ्ट किया था, ठीक है, यानी हमने यहां पे सिर्फ फर्स्ट ए के करस्पॉन्डिंग चेक किया, इस आइटम I0 में ए इनपुट अभी हमने इसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन पे अप्लाई किया। जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका एस टेंड्स टू ए डॉट, दैट इज एस टेंड्स टू ए डॉट, ठीक है। अब इसमें डॉट लास्ट में आ गया आपका, यानी इसके बाद कोई वेरिएबल नहीं है तो आपको कुछ इंक्लूड नहीं करना, दैट आइटम इज बिकम I2, इसको I2 बोलते हैं। अब देखिए I1 जो है आपका ऑलरेडी क्या हो चुका है, दैट इज रिड्यूस, ठीक है, I1 में फाइनल डॉट मिल गया, I2 में हमें दिख रहा है डॉट के बाद कुछ टर्मिनल्स दिख रहे हैं, सो इसके करस्पॉन्डिंग आपको इनपुट अप्लाई करना है। सो यहां पे कैपिटल एस और इनपुट ए, दो आइटम अप्लाई करें, दो इनपुट, सो कैपिटल एस पे आपका क्या बनेगा एस टेंड्स टू ए एस डॉट ए, दैट इज दिस, ठीक है, ये आपका बना इस आइटम को हमने बोला दैट इज I3। नाउ आफ्टर दैट अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर आइटम पे ए इनपुट अप्लाई करेंगे, देखिए जब आप इसके ए इनपुट अप्लाई करते हैं I2 पे तो किस प्रोडक्शन पे आप ए इनपुट अप्लाई करेंगे, दैट इज दिस फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों प्रोडक्शन, तो इन पे ए इनपुट अप्लाई करने पे जो आइटम बनेगा वो आइटम आपका एक्जेक्टली I2 होगा या नहीं, तो देखिए आपके ये दोनों प्रोडक्शन I0 आइटम में थे, दैट इज दिस एंड दिस, इन दोनों पे आपने ए इनपुट अप्लाई किया, दैट इज एक्जेक्टली सेम। जब इस पर्टिकुलर आइटम के इन दो प्रोडक्शन के लिए ए इनपुट अप्लाई किया आपने, सो इसी दो आइटम पे आप जब ए इनपुट अप्लाई करेंगे तो आपका एक्जेक्टली सेम सेट बनेगा, ठीक है। सो यू कैन चेक कर सकते हैं, ठीक है, और अगर सेम सेट बन रहा है तो हम उस सेट को इंक्लूड नहीं करना है, हम इसी पे क्या लगा देंगे ए का, तो देखिए अगर मैं ए इनपुट अप्लाई करता हूं तो क्या आइटम बनता है, दैट इज एस टेंड्स टू, दैट इज दिस, that is s tends to, that is this a dot s a। now डॉट के बाद कैसा आ रहा है, s के दोनों प्रोडक्शन डॉट as a एंड डॉट a, ओरिजिनल ग्रामर के दोनों प्रोडक्शन क्या डॉट लगा, और फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो डॉट है वो शिफ्ट होगा, ये तीनों तो हमारे इस फर्स्ट प्रोडक्शन से आए, सेकंड प्रोडक्शन आपका डॉट को शिफ्ट कर देगा, दैट इज फाइनल डॉट, ये जो आइटम एंड दिस बोथ आर इक्वल, दोनों इक्विवेलेंट है। सो I2 आइटम में रिपीट हो रहा है, फिर से नहीं लिखना है क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, फिर इस पे आप इनपुट अप्लाई करेंगे फिर एंड सो ऑन ये ग्रो करता जाएगा, बट ऑब्वियसली हमें कहीं जहां पर सेम टाइप की स्ट्रिंग या सेम टाइप का आपका प्रोडक्शन बनता है, आइटम बनता है, तो उस केस में आप क्या लगा देंगे, वहां पे लूप लगा देंगे, जस्ट रिमूव दिस, इसको आप रिमूव करेंगे यहां से, ठीक है, इट डज नॉट रिक्वायर्ड, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी I2 आइटम पे अगर ए का लूप आता है आपको तो आपको जस्ट ए का इनपुट का लूप डिजाइन कर देना है वहां पे, ठीक है, तो दैट इज द लूप ऑफ ए, ये लूप लगे, इसके अलावा इनपुट नहीं है। I3 पे अब आप क्लियर दिख रहा है, इस पे एक इनपुट आपको बाकी दैट इज ए डॉट के बाद ये दिख रहा है, ये इनपुट अप्लाई किया, नाउ क्या आइटम बनेगा आपका, दैट इज एस टेंड्स टू ए एस ए एंड फाइनल डॉट, ए एस ए फाइनल डॉट के बाद यहां पर जो आइटम बनेगा दैट इज I4, दिस आइटम इज I4, ये फाइनल डॉट मिल गया, यानी इसको आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं,
यहाँ पे फाइनल डॉट इसको आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे, यहाँ पे लोड लग चुका है, इसके अलावा इनपुट नहीं, एक इनपुट एस था जिसको हम लोड कर चुके हैं। सो दिस इज कंप्लीट गो टू ग्राफ, यहाँ पे गो टू ग्राफ बन चुका है। नाउ वी वांट टू चेक दैट इन दिस पर्टिकुलर ग्रामर केस एसएलआर और नॉट, ये इसकी जो टेबल बन रही है वो एसएलआर टेबल होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम देखें यहाँ पर, तो एसएलआर टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। एसएलआर टेबल का क्या है आपका, जितने भी आपके स्टेट्स हैं वो सारी यहाँ पे आएगी आपकी, दैट इज इन दी रो, ठीक है, कौन सा स्टेट है, दैट I0 to I4 0 1 2 3 एंड 4, टोटल 5 स्टेट्स हैं। इनपुट आपका एग्जैक्टली एक इनपुट है जो ग्रामर का है, एक आपको डॉलर यूज करना है, और जो दैट इज द एक्शन पार्ट, एंड गो टू पार्ट में आपको करना है वेरिएबल, जो जितने भी वेरिएबल आपके ग्रामर है, तो एग्जैक्टली एक वेरिएबल आपका ग्रामर में, सो हमने कैपिटल एस में लिखी। नाउ देखिए इन दैट केस I0 पे एक कहां जा रहा है, I0 पे एक इनपुट पे हम I2 पर मूव कर रहे हैं। तो आपको जब भी टर्मिनल की शिफ्टिंग आप कर रहे हैं तो उसके शिफ्ट की एंट्री करेंगे और क्या लिखेंगे, S2 लिखेंगे, यानी I2 पे जा रहे हैं तो क्या लिखना है आपको S2, ठीक है। I0 पे एक इनपुट पे कहां गया, I2 पे, तो S2 लिखना। नाउ कैपिटल S पे कहां जा रहे हैं, I1 पे, तो 1 लिखेंगे। नाउ फिर I1 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो रिमेनिंग शिफ्ट की एंट्री I2 के लिए देख लेते हैं पहले, I2 पर कैपिटल S3 पर, I2 पे कैपिटल S3 और स्मॉल a पे साइड फ्रूट यानी कि I2 ओनली, दैट इज S2, ठीक है। नाउ I3 पर इनपुट कहां जा रहा है, I4 पे यानी कि S4, I3 पे इनपुट पे I4 पे यानी S4, इसके अलावा आइटम यहां पर जनरेट नहीं होगा, ठीक है, दैट इज दिस। नाउ अब यहां पर अगर हम देखते हैं इन दैट केस जो रिड्यूस है उसकी एंट्री करना है, सो रिड्यूस कहां पे हो रहा है, I1 आइटम में एक रिडक्शन दिख रहा है आपको एज दैट टेंड्स टू S डॉट, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर भी हम क्या बोलेंगे कि आपका ऑगमेंटेड ग्रामर का फर्स्ट प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, स्टार्टिंग वेरिएबल रिड्यूस हो रहा है, आपका पोजिशनल ग्रामर था, सो इन दैट केस I1 से डॉलर में आपको एक्सेप्ट लिखना है, दैट इज फिक्स, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट इसके बाद अगर हम देखें I4 आइटम की अगर बात करें, ठीक है, I4 आइटम भी आपका रिड्यूस हुआ है, तो दिस I4 आइटम आप एंट्री करेंगे रिड्यूस की, देखिए एसएलआर में आप क्या बोलते हैं, जब भी आप रिड्यूस की एंट्री करेंगे तो जिस भी प्रोडक्शन को आपने रिड्यूस किया, पहले आप प्रोडक्शन को ओरिजिनल ग्रामर की प्रोडक्शन जो है उनको एंट्री करेंगे, दैट इज R1 एंड R2 दो प्रोडक्शन, तो ये किस नंबर का प्रोडक्शन है, R1 का, तो I4 में R1 लिखना है, कहां पे, फॉलो ऑफ S, फाइंड द फॉलो ऑफ S, व्हाट इज द फॉलो ऑफ S, कैपिटल S का फॉलो क्या आएगा, देखिए स्टार्टिंग वेरिएबल के फॉलो में डॉलर तो आता है, दैट इज द रूल ऑफ फॉलो, ठीक है, और फिर फॉलो ऑफ S को राइट हैंड साइड सर्च करना है, ओरिजिनल ग्रामर से निकालना है, तो दैट फॉलो ऑफ S राइट हैंड साइड में यहां पे दिख रहा है। इसके बाद क्या लिखा है, स्मॉल a फर्स्ट ऑफ a is a, यानी डॉलर एंट्री, दो टर्मिनल आ रहे हैं आपके, तो डॉलर और a के करस्पॉन्डिंग हम यहां पे क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे, ठीक है, डॉलर और a पे आप क्या करेंगे, रिड्यूस की फॉलो ऑफ S में रिड्यूस की एंट्री करेंगे। सो दिस आइटम नंबर इज R1 लिखना है कहां पे, I4 पे, किस प्लेस पे, डॉलर और a पे आ गया, एक रिड्यूस की एंट्री हो, ये फाइनल डॉट मिल रहा था, इसलिए रिड्यूस की एंट्री करी, यहां पे फाइनल डॉट मिल रहा था, इसलिए रिड्यूस की एंट्री करी, उसके एक्सेप्ट लिखा क्योंकि स्टार्टिंग वेरिएबल रिड्यूस हो रहा है। नाउ अब अगर आप देखें तो एक रिड्यूस की एंट्री इसके लिए भी होगी आपकी, दैट इज फॉर दैट दिस पर्टिकुलर आइटम, ठीक है। सो इसके लिए जब आप रिड्यूस की एंट्री करेंगे, ठीक है, बिकॉज़ दिस आइटम आल्सो कंटेन वन प्रोडक्शन दैट इज कंप्लीटली रिड्यूस, ठीक है। सो फॉर दिस टाइम रिड्यूस एंट्री, ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, रिड्यूस एंट्री बनाना है। सो इन दैट केस अगर आप रिड्यूस एंट्री डिजाइन करते हैं तो रिड्यूस एंट्री के लिए हम यहां पे क्या बोलेंगे, S टेंड्स टू A डॉट, यानी कौन सा नंबर का प्रोडक्शन है, R2 का, कहां पे लिखना है, I2 में आपको लिखना है R2 बिकॉज़ R2 नंबर का प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ है, किस प्लेस पे लिखना है, जो फॉलो ऑफ S में आएगा, बिकॉज़ राइट हैंड जो लेफ्ट वेरिएबल इसका दैट इज S ओनली, तो डॉलर और a में R2 लिखना है आपको, इसमें I2 स्टेट में, तो I2 स्टेट में डॉलर और a में आपने R2 लिख दिया, तो a में R2 एंड डॉलर में R2, देखिए क्लियर दिख रहा है आपको कि जब आप a और डॉलर दोनों में R2 लिखते हैं तो यहां पर ये जो आइटम है दैट इज I2, जिसमें a इनपुट के करस्पॉन्डिंग मल्टीपल एंट्री हो गई है सेल में, इन दिस सेल देयर इज अ मल्टीपल एंट्री दैट इज S2 एंड R2, ठीक है। सो दैट इज मल्टीपल एंट्री, इसको हम प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, पहले S2 था यहां पर, अभी हमने रिड्यूस की एंट्री करी तो दैट इज R2 आल्सो, सो दिस इज द मल्टीपल एंट्री, इस मल्टीपल एंट्री की वजह से हम क्या बोलेंगे कि दिस टेबल इज नॉट इन SLR में नहीं होगा, इज नॉट SLR1 बिकॉज़ देयर इज अ मल्टीपल एंट्री, सो नॉट SLR, ठीक है, इज नॉट SLR बिकॉज़ इट कंटेन मल्टीपल एंट्री। तो व्हिच टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज दिस, देखिए इसको आप एक कॉन्फ्लिक्ट ट्रीट करेंगे कि आपकी SLR टेबल में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, I2 पर a इनपुट पे हम क्या बोल रहे हैं कि शिफ्ट भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, एस यानी शिफ्ट आर यानी रिड्यूस, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेल में दो एंट्री है, शिफ्ट की भी है और रिड्यूस की भी है, तो दैट कॉन्फ्लिक्ट इज ऑकर, दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे, इट इज शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो SLR की टेबल जब भी आप डिजाइन करते हैं, तो SLR टेबल में शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है आपका, यानी कि उस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है जब भी आप टेबल बनाते हैं, और अगर वो कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज नॉट इन SLR। तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, यानी SR लिखा था आपने, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है, ये भी आ सकता है आपका, इस केस में नहीं है पर हो सकता है किसी एग्जांपल में आपका रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट भी आए, तो शिफ्ट रिड्यूस आ रहा है या रिड्यूस आ रहा है, दोनों केस में हम क्या बोलेंगे कि टेबल इज नॉट SLR, यानी द ग्रामर इज नॉट SLR, ठीक है, बट शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं आएगा, ठीक है, शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट पॉसिबल, शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं आता है, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट केस हम क्या बोलेंगे कि शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट आपका पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट कब आएगा जब एक इनपुट के लिए दो ट्रांजिशन आप बनाएंगे, और सिंगल इनपुट इफ यू मेक मोर देन वन ट्रांजिशन दैट शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट, पर यहां पे हर एक इनपुट के लिए आपका एक ही ट्रांजिशन बनता है बिकॉज़ इट फॉलोड ये प्रॉपर्टी, तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं आ सकता आपका शिफ्ट कॉन्फ्लिक्ट, यानी एक ही सेल में शिफ्ट और शिफ्ट दोनों, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्लियर है। अगर ऐसा हो रहा है यहां पे गलत बनाया है, क्लियर है। सो शिफ्ट रिड्यूस या रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है, ये आ सकता है, इन दैट केस आपका कौन सा है, शिफ्ट रिड्यूस आ रहा है, कितने शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है, तो एग्जैक्टली बोलिए, सच आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इफ वी डिजाइन SLR टेबल, तो अगर एक मल्टीपल एंट्री है जहां शिफ्ट रिड्यूस की एंट्री होगी तो क्या बोलेंगे, दैट इज सिंगल शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, क्लियर। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, नाउ इन दैट क्वेश्चन हाउ मेनी शिफ्ट रिड्यूस एंट्री SLR1 पासिंग टेबल, देखिए अब यहां पर हमें पूछा है कि हाउ मेनी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आपका आ सकता है इन दिस केस, हाउ मेनी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इन SLR1 पासिंग टेबल, तो देखिए इसकी जब पासिंग टेबल बनाएंगे आप SLR1 पासिंग टेबल, तो कितने शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट डिजाइन ऑगमेंटेड ग्रामर, S tends to S, S tends to A as A, S tends to B as B, B as A, and S to B. Clear? So in that case, if we construct टेबल, ठीक है, इसकी टेबल बनाना है आपको, ठीक है। शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको फाइंड करना है तो आप पहले क्या बनाएंगे, गो टू ग्राफ से टेबल में कन्वर्ट करेंगे, आप डायरेक्टली शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इन दैट केस इस ग्राफ में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिखा था कि इसी आइटम में आपका एक रिड्यूस भी हो रहा है और एक शिफ्ट की एंट्री भी हो रही है, रिड्यूस किस आइटम को करना है तो इसका फॉलो निकालना है, दैट इज डॉलर एंड टी, ठीक है, और इसी में आपका ए का लूप भी, यानी इस ए के लिए आपकी रिड्यूस की एंट्री होगी और इस ए के लिए शिफ्ट की एंट्री होगी, यानी ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आपका आने वाला है, यानी टेबल आपकी SLR नहीं, तो आप यहीं पे प्रूव कर सकते हैं टेबल बनाने के रिक्वायरमेंट, ठीक है। इफ यू वांट टू एक्जीक्यूट फास्ट ट्रैक, आप क्या ट्राई करेंगे, ऐसा आइटम फाइंड करें जहां पे शिफ्ट और रिड्यूस की एंट्री हो रही है या दो रिड्यूस की एंट्री हो रही है, ठीक है, यानी यहां पे एक आइटम रिड्यूस हो रहा है और इस पे आपने इनपुट भी अप्लाई किया है, शिफ्ट भी होगा,
तो जस्ट आपको फाइंड करना है कि इसकी फॉलो में और इसके इनपुट सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है। फॉलो में डॉलर आ रहा है और इनपुट में ए आ रहा है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, यानी कि एक ही सेट में मल्टीपल एंट्री आने वाली है, तो आप डायरेक्टली यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम ग्राफ से इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ मेनी शिफ्ट रिड्यूस करते हैं। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, फर्स्ट डिजाइन टू ग्राफ बनाएंगे, तो ऑगमेंटेड ग्राफ का क्लोजर निकालना है। ठीक है, क्या लिखते हैं आप, क्लोजर ऑफ एस एस टेंड्स टू डॉट एस, तो आप जैसे इसका क्लोजर फाइंड करेंगे तो इन दैट क्लोजर क्या कंटेंट करेंगे आप, एस एस टेंड्स टू डॉट एस, डॉट के बाद एस आ रहा है, इसके सारे प्रोडक्शन एस की, यानी कि सारे इंक्लूड होंगे, ए एस बी, बी एस ए एंड बी ए, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एस, ऑल आर इंक्लूडेड बिकॉज़ एस की प्रोडक्शन आपको सारे इंक्लूड करनी है, क्योंकि एस के बाद आपके क्या है यहाँ पे, दैट इज डॉट, एस के पहले क्या आपका डॉट। देखिए यहाँ पे इनपुट क्या आएगा, कैपिटल एस, एस एस टेंड्स टू एस डॉट, कैपिटल एस पे आपका यहाँ आई वन ये कंप्लीट आप करेंगे, हो गया, इसकी रिएक्शन हो जाएगी आपके। नाउ अब दो इनपुट दिख रहे हैं, एक ए और एक बी, दो जगह बी दिख रहा है आपको डॉट के बाद, एक जगह ए दिख रहा है, तो आपको टोटल तीन इनपुट अप्लाई करना, बस ए के लिए सॉल्व किया। देखिए ए के लिए क्या है आपका, ए डॉट एस बी, तो ए डॉट एस बी यानी डॉट के बाद वेरिएबल एस आता है, एस की प्रोडक्शन इंक्लूड करेंगे हम, एस की प्रोडक्शन सारे आएंगे, बस ए एस बी इसके आगे डॉट लगा दें, बी एस ए इसके आगे डॉट लगा दें एंड डॉट बी ए। ठीक है, सो दैट आइटम इज जनरेटेड आफ्टर अप्लाइंग इनपुट ए ऑन i0, दैट इज i0, क्लियर, इट इज i2। नाउ इनपुट बी अप्लाई करेंगे हम, सो बी इनपुट पे आपका क्या बनेगा, देखिए बी इनपुट के लिए आपके दो प्रोडक्शन दिख रहे हैं, एक ये वाला और एक फर्स्ट वाले को सॉल्व किया हमने पहले, तो बी डॉट एस ए, एस के सारे प्रोडक्शन दैट इज डिस्टेंस टू बी एस ए। ठीक है, पहले आप तो ए एस बी लिख सकते हैं, आप ए एस बी लिख सकते हैं, दैट इज बी एस ए। ठीक है, डॉट बी बनेगा आपका ए एस बी, ये प्रोडक्शन के लिए इसी ऑर्डर में, दैट इज नॉट एन इशू, लिख सकते हैं आप। नाउ आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे देखेंगे बी इनपुट पे ये बना, एक आपका ये वाला प्रोडक्शन देखिए, इस पे भी बी का इनपुट है, ये भी यहीं पे इंक्लूड होगा, एस टेंड्स टू बी डॉट ए, इसका डॉट शिफ्ट होगा तो बी डॉट ए बन जाएगा आपका, गॉट इट। सो देखिए यहाँ पर आपका ये डॉट आगे शिफ्ट हुआ, दैट इज दिस। अब इस i2 आइटम पे क्या अप्लाई करेंगे, i1 तो कंप्लीट हो चुका है, i2 पे कैपिटल एस इनपुट देने पे आपका बनता है एस टेंड्स टू ए एस डॉट बी, दैट इज फॉर कैपिटल एस। ठीक है, फिर स्मॉल ए, तो देखिए स्मॉल ए इनपुट यहाँ पे अप्लाई जब किया था आपने, तो जो आइटम आपका बनता था दैट इज एस टेंड्स टू डॉट ए एस बी, ये आपका प्रोडक्शन, इस पे इनपुट अप्लाई करने पे क्या आ रहा है, तो यहाँ पे भी ए का एक्जेक्टली ट्रांजिशन। देखिए इन दैट केस आल्सो एक्जेक्टली सेम ए, तो जब आप इस ए के डॉट को शिफ्ट करेंगे, ये ए इनपुट अप्लाई करने पे ए डॉट एस बी लिखेंगे, तो ए डॉट एस बी ये प्रोडक्शन आएगा, फिर एस के सारे प्रोडक्शन, एस के सारे, यानी यहाँ पे ए दैट इज ओके, यानी टोटल इस पे अगर बी आ रहा है आपका, देखिए इफ इट कंटेन बी, तो बी डॉट बी एस ए एंड डॉट बी ए, दो ट्रांजिशन पे, दो आपके प्रोडक्शन पे क्या लगने वाला है, बी इनपुट, ये एक्जेक्टली वही प्रोडक्शन है जो यहाँ पे क्या, जब इस पे भी इनपुट पे आइटम बनता है तो यहाँ पे भी इनपुट पे आइटम बनता है, दिस डायरेक्ट वे टू फाइंड। ठीक है, हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट तरीके से हम कितना शॉर्ट उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बी आइटम पे आप यहाँ क्लियर, आफ्टर दैट इसके सारे इनपुट हो गए एस ए और बी, इस पर अगेन कैपिटल एस अप्लाई करना है, दैट कैपिटल एस कहाँ जाएंगे आप, एस टेंड्स टू बी एस डॉट ए, ये आइटम बनेगा। ठीक है, देखिए पहले आप इसको नेमिंग करेंगे, ये i3 था आपका, उसके बाद ये i4 बनेगा, नाउ इट इज i5। ठीक है, फिर अगेन आप जैसे आप बी इनपुट अप्लाई करते हैं, देखिए बी इनपुट पे आपका क्या बनेगा, एक्जेक्टली इस पे जो बी इनपुट अप्लाई किया था आपने, बी डॉट एस ए और डॉट बी, तो बी इनपुट पे इसका सेल्फ लूप लगने वाला है, ये आइटम जनरेट, तो ए इनपुट के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखें यहाँ पर, सो इन दैट केस ए के लिए ट्रांजिशन बनेगा क्या आपका, देखिए ए के लिए अभी ट्रांजिशन नहीं बनेगा, क्योंकि इन दैट केस अगर आप देखिए तो ए के आपके पास दो ट्रांजिशन है, पहले आपके पास ए का सिर्फ एक ट्रांजिशन, यहाँ पे ए दो जगह रहा है, तो ये और ये जो ए आपका जो लास्ट वाला प्रोडक्शन आप बी डॉट ए लिखते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग, तो यानी ए से आप यहाँ पर अगले प्रोडक्शन में जाएंगे, दैट इज एस टेंड्स टू ए डॉट एस बी, जैसे आपने इस डॉट को शिफ्ट किया, एस के सारे प्रोडक्शन डॉट ए एस बी, डॉट बी एस ए, ठीक है, डॉट बी ए एंड एस टेंड्स टू ये वाला डॉट आगे शिफ्ट होगा तो बी ए डॉट आएगा, ये बी ए डॉट क्या है आपका, बिकॉज इन दैट केस आपका ये डॉट शिफ्ट हुआ, तो ये रिड्यूस हो चुका है, तो यहाँ से आपका कंफ्लिक्ट आ सकता है, आपको फाइंड करना शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट, तो इस आइटम से शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट आ सकता है, क्योंकि इसमें आपका रिड्यूस हुआ है, यहाँ कहीं शिफ्ट की एंट्री 100% होनी है आपकी। ठीक है, तो देखिए इस केस में आप कैपिटल एस अप्लाई करेंगे, कैपिटल एस अप्लाई करने पे जिस आइटम पे आप जाएंगे दैट इज ए डॉट एस बी। ठीक है, सो कैपिटल एस अप्लाई करने पे आप यहाँ पे इस आइटम पे जाने वाले हैं, दैट इज i4। ठीक है, और फिर वो i4 आपका क्लोज है, देखिए i4 पे भी इनपुट देना है, आपको पहले हमने इसको i6 बोल दिया, दैट इज i6, फिर इस पे भी इनपुट अप्लाई करेंगे, तो ये फाइनली कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज asb डॉट, ठीक है, दैट इज i7। नाउ इस पे इनपुट अप्लाई किया, s टेंड्स टू bsa डॉट, ये भी रिड्यूस हो गया, दैट इज i8। नाउ इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन a डॉट s आपने लिखा है, ठीक है, इस पर जब आप इनपुट कैपिटल s अप्लाई करें, तो कैपिटल s इनपुट अप्लाई करने पे आपका जो आइटम आएगा दैट इज as डॉट b, यानी कि i4, इस पे कैपिटल s पे आप इस पे जाने वाले i4 जो कि ऑलरेडी आपने बना लिया। ठीक है, या तो ये a इधर मूव करके बनाते हैं, यहाँ पे i4 लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। स्मॉल a, तो a का एक ही प्रोडक्शन है, यानी a इनपुट आने पे जो आप i2 स्टेट पे जा रहे थे वो स्टेट आएगी आपकी, a इनपुट पे जा रही है आपकी i2, ठीक है, तो एक्जेक्टली वही प्रोडक्शन। b इनपुट पे अगर आप देखें तो b इनपुट पे इस स्टेट पे रिवर्स आ जाएगा i6 से i3 में, क्लियर, तो दैट इज दिस, ये बन गया सारे इनपुट हो चुके हैं यहाँ। नाउ यू वांट टू फाइंड द शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, तो देखिए शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ सकते हैं, जब एक ही आइटम में शिफ्ट और रिड्यूस दोनों एंट्री, तो आपको आइटम सर्च करना है जहाँ जहाँ पे शिफ्ट और रिड्यूस दोनों एंट्री हुई। देखिए इन दैट केस देखिए आप, तो इसमें कोई शिफ्ट रिड्यूस नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे भी सारी शिफ्ट की एंट्री हुई, इधर ओनली शिफ्ट, यहाँ पर ओनली रिड्यूस, ओनली शिफ्ट, ओनली रिड्यूस, दैट इज आल्सो कंटेन ओनली शिफ्ट, बट दैट आइटम i6 इन दिस, आप अगर देखें ये आइटम जो है आपका कंटेन अ प्रोडक्शन विद रिड्यूस्ड सेट। ठीक है, ये एक प्रोडक्शन यहाँ पे आपका रिड्यूस हो रहा है s टेंड्स टू b a डॉट, जब आप देखिए प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस i6 आइटम में आपको रिड्यूस की एंट्री करना रहेगी, i6 सेल जो भी आपकी, ठीक है, i6 के लिए सिर्फ टेबल की एंट्री देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका कंफ्लिक्ट आ सकता है, तो i6 के लिए रिड्यूस की एंट्री के लिए इसका फॉलोइंग करेंगे s, और इनपुट क्या क्या आ रहे हैं इस पे, देखिए आपने जो इनपुट बनाया दैट इज b डॉट a, ठीक है, ये b के लिए जा रहा है, यहाँ पे a के लिए, तो दैट इज a एंड दैट इज b, इस पर्टिकुलर के लिए आपको दो एंट्री करनी है, एक a के लिए और एक b के लिए। ठीक है, ये शिफ्ट की एंट्री हो, आपके इनपुट हमने बोल दिया दैट इज a b, दो इनपुट लिख रहे हैं, एक डॉलर लिख दिया आपने यहाँ, शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट इन सेल्स में आ सकते हैं। देखिए i6 पे a इनपुट पे कहाँ जा रहा है, i2 पे जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको, दैट इज s2, क्लियर, और i6 पर b इनपुट पे कहाँ जा रहा है, i3 पे, यानी यहाँ पे क्या लिखना है आपको s3, a इनपुट पे, सॉरी a इनपुट पे i2 पे जा रहा है, यस करेक्ट, तो s2, b इनपुट पे कहाँ जा रहा है, i3 पे, तो s3। ठीक है, कैपिटल s का ट्रांजिशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्लिक्ट नहीं आ सकता, क्लियर, क्योंकि जब भी आप फॉलो निकालेंगे तो कोई ना कोई टर्मिनल जनरेट करेगा, वेरिएबल पॉसिबल नहीं है जनरेट करे, तो
I6 पे कैपिटल एस पे जहाँ भी जा रहा है वो उसे लिखना नहीं। ना फॉलो ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल ग्रामर। तो देखिए डॉलर तो आना ही है साथ में यहाँ पे अगर आप देखें तो एस राइट हैंड साइड में 2 जगह और इसके बाद बी लिखा है, उसके बाद ए लिखा है, यानी कि फर्स्ट ऑफ बी एंड फर्स्ट ऑफ ए, यानी बी और ए दोनों टर्मिनल आपके यहाँ पे आएंगे। सो इस फॉलो ऑफ एस में बी और ए दोनों में आपको रिड्यूस की एंट्री करना है और एक डॉलर में रिड्यूस की एंट्री करना है। क्लियर? सो 3 प्लेस पे रिड्यूस की एंट्री होगी एंड व्हाट इज द एंट्री, कौन सी एंट्री होगी? सो दैट इज द नेम ऑफ प्रोडक्शन। ये आपका कौन सा नंबर का प्रोडक्शन है? दिस प्रोडक्शन इज R1, ये आपका R1 है, ठीक है, दैट इज R1 प्रोडक्शन। ये R2 प्रोडक्शन है एंड दैट इज R3। सो ये कौन सा नंबर का प्रोडक्शन है? दैट इज R3। R3 लिखना है यहाँ पे I6, इस प्लेस पे डॉलर बी और ए, दैट इज R3 एंड R3। डॉलर बी और ए में R3 लिख के आपने तो दैट 1 2 दो सेल में आपका शिफ्ट रिड्यूस दिख रहा है, तो दैट इज शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो हाउ मेनी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट? सो 2 शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, 2 शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। तो आंसर इज इस तरीके से फाइंड करना। देखिए टेबल पूरी नहीं बनाई है, इवन ये स्ट्रक्चर भी बनाने की जरूरत नहीं है, यहां देख के समझ में आ जाएगा। जिस आइटम में शिफ्ट और रिड्यूस दोनों दिख रहे हैं आपको, उस केस में उस आइटम के जो इनपुट सेट है, देखिए इसका जो इनपुट सेट, व्हाट इज द इनपुट सेट? इसका इनपुट सेट यानी कि क्या क्या इनपुट अप्लाई किया आपने, ए बी और कैपिटल एस। तो कैपिटल एस को देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको देखें, ए और बी जो टर्मिनल्स है, इनपुट की जो टर्मिनल है वो निकाले आपने, उसका इंटरसेक्शन आपने किया, फॉलो सेट की जो टर्मिनल्स, दैट इज डॉलर बी और ए। तो कितने कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं आपके? 2 कॉमन एलिमेंट ए और बी, यानी कि 2 शिफ्ट रिड्यूस इनटू 2 शिफ्ट रिड्यूस इनटू, ये दैट मींस 2 शिफ्ट रिड्यूस इनटू। ये डायरेक्ट आंसर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, पूरा कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको इजीली समझ में आएगा। क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट द एसएलआर। थैंक यू। Start with SLR1 parser example part 2. So देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, चेक द फॉलोइंग ग्रामर दिस SLR1 or not। चेक करना है कि दिस ग्रामर इज SLR1 or not, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, नल प्रोडक्शन दिया है, A टेंड्स टू नल। सो इन केस ऑफ नल प्रोडक्शन हाउ टू चेक, नल प्रोडक्शन के केस में हम कैसे चेक करेंगे इस पर्टिकुलर ग्रामर के, ठीक है। हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे पार्सर? देखिए पार्सर कंस्ट्रक्ट करने का तरीका आपका क्या होगा? अगेन सबसे पहले आपको ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना है, कंस्ट्रक्ट द ऑगमेंटेड ग्रामर। और दिस ऑगमेंटेड ग्रामर के लिए आप एक नया प्रोडक्शन लेंगे, एस दिस टेंड्स टू वेरिएबल ए, जो स्टार्टिंग वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ पे एक ही वेरिएबल ए, दैट इज द स्टार्टिंग वेरिएबल ऑफ ग्रामर। नाउ ए से आपके सारे प्रोडक्शन ए ए बी, ओरिजिनल ग्रामर एज इट इज आपने लिखी, दैट इज बी ए ए and A to null, okay, that is all the productions of A के सारे प्रोडक्शन आपको यहाँ पे एज इट इज लिखना है। नाउ आफ्टर दैट दैट इज बी ए, ये प्रोडक्शन था, तो ए के आपने स्टार्टिंग वेरिएबल के सारे प्रोडक्शन एज इट इज लिखे, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, देखिए नल जो आपका यूज होता है इन केस ऑफ नल, जब भी आप किसी सेट का क्लोजर फाइंड कर रहे हैं, क्या लिखेंगे आप? क्लोजर ऑफ सबसे पहले जो रूल होता है हमारा एसएलआर का, दैट रूल इज फाइंड द क्लोजर ऑफ, इसका क्लोजर फाइंड करना है आपको, एस दिस टेंड्स टू डॉट ए का फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑगमेंटेड ग्रामर, इसका क्लोजर फाइंड करना है, ठीक है। सो इन दैट केस क्या लिखेंगे हम? क्लोजर के अंदर क्या आएगा आपका? दैट ए के सारे प्रोडक्शन, ठीक है, एस दिस टेंड्स टू डॉट ए लिखना है प्लस ए के प्रोडक्शन डॉट ए ए ए बी, सेकंड बी ए ए, ये प्रोडक्शन आ गया आपके पास, ठीक है। हां इसके बाद अगर आप देखिए तो ए टेंड्स टू नल भी आता है। इन दैट केस नल के केस में आपको क्या करना है? देखिए इन केस ऑफ नल जनरली जो भी आइटम रहता है उसके आगे आप डॉट लगाते हैं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के आगे डॉट, ऑब्वियसली नल के आगे आप डॉट लगाएंगे तो इट बिकम्स ओनली डॉट, ठीक है। तो इन केस ऑफ नल जब भी आप उस प्रोडक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं इन द आइटम, दैट जस्ट यूज डॉट इन राइट हैंड साइड, ठीक है। नल लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो एस दिस टेंड्स टू डॉट ए, दैट इज कंपल्सरी। फिर ए के प्रोडक्शन लिखा आपने डॉट ए ए बी डॉट बी ए ए, दैट वाला कंपल्सरी, और फिर फाइनल आपने डॉट यहाँ पर लगा दिया, क्लियर? सो दैट इज दिस ए का फाइनल डॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ अब जो भी इनपुट अप्लाई करेंगे आप, तो कैपिटल ए इनपुट यहाँ पे लगेगा, फिर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, ए इनपुट दिया है, कैपिटल ए से आपका जो आएगा दैट इज एस दिस टेंड्स टू ए डॉट, क्लियर? दैट आइटम इज I1, इसको I0 बोलते हैं, दैट इज I0 आइटम, कोई आइटम आपका क्या हो गया? I1 आइटम, क्लियर? नाउ आफ्टर दैट अगर हम देखें यहाँ पर स्मॉल ए इनपुट अप्लाई किया, तो स्मॉल ए इनपुट पे आपके जो आइटम्स बनेंगे दैट इज क्या बनेंगे? ए टेंड्स टू ए डॉट ए बी, ए इनपुट पे डॉट आगे शिफ्ट हुआ। अब जैसे ही आपने डॉट यहाँ पे लिखा, इन दैट केस क्या होगा आपका? जैसे आप डॉट लिखेंगे, डॉट के बाद वेरिएबल है आपका ए, तो ए के सारे प्रोडक्शन जो ओरिजिनल ग्रामर में इसके करेस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए ए बी, ठीक है, बी ए ए एंड ए टेंड्स टू नल। अब आप इन सब के आगे डॉट लगाएंगे, ऑब्वियसली नल वाले केस में सिर्फ क्या आ जाएगा आपका? डॉट आ जाएगा, दैट इज I2, ये I2 आइटम बन गया। उस पे बी इनपुट अप्लाई करना है अभी आपको, दैट इज बी। तो बी इनपुट पे जो आइटम बन रहा है आपका क्या बनेगा? अगेन डॉट को शिफ्ट करना है, ए टेंड्स टू बी डॉट ए ए के सारे प्रोडक्शन दैट इज बी डॉट ए, फिर ए की प्रोडक्शन सारे आ जाएंगे दैट ए ए बी, वो सब के आगे डॉट लगा देंगे बी ए ए एंड नल के केस में सिर्फ डॉट, दैट इज दिस, क्लियर? दैट आइटम इज I3, इसको हमने I3 बोल दी, दैट इज I3। नाउ तो देखिए आपको पूरी ग्रामर कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, यानी कि पूरा ऑटो ग्राफ नहीं बनाएंगे तो चलेगा। यहाँ प्रैक्टिस के लिए डिजाइन कर लिए, मान लीजिए आपको ये पूछ लिया कितने आइटम बन रहे हैं, तो अभी तक हम I0 से I3 तक बोलते हैं, यानी कि 4 आइटम, बट आप डायरेक्टली यहाँ क्लियर फाइंड कर सकते हैं कि कहीं कंफ्लिक्ट तो नहीं आएगा। तो जहाँ पे रिड्यूस और शिफ्ट दोनों की एंट्री वहाँ कंफ्लिक्ट होगा। तो देखिए अभी तक सारे आइटम में ए टेंड्स टू डॉट लिखा हुआ है, ए टेंड्स टू डॉट यानी कि ये आइटम ऑलरेडी क्या हो गया? रिड्यूस हो चुका है डायरेक्टली। सो उस पर्टिकुलर आइटम के लिए आपको रिड्यूस की एंट्री करना है, तो उसके रिड्यूस सेट के लिए आप फॉलो कैलकुलेट करेंगे, वो फॉलो और इनपुट के सेट में कॉमन एलिमेंट का आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि दैट इज नॉट अ एसएलआर, ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इस पे कैपिटल ए इनपुट क्या आएगा आपका? ए टेंड्स टू ए कैपिटल ए डॉट बी, ठीक है, कैपिटल ए इनपुट पे आपका डॉट आगे शिफ्ट हुआ, फिर स्मॉल ए, देखिए स्मॉल ए पे जो आइटम यहाँ पे आपका स्मॉल ए पे प्रोडक्शन दिख रहा है, एक्जेक्टली वही प्रोडक्शन यहाँ पे भी था आपका स्मॉल ए, तो इस पे ए इनपुट देने पे I2 पे जा रहे हैं, यानी कि इसमें भी ए इनपुट देने पे स्मॉल ए इनपुट देने पे I2 पे लेंगे, यानी ए का 2। सेम यहाँ पर बी के करस्पॉन्डिंग ए टेंड्स टू डॉट बी ए ए, इस पे बी का इनपुट जाएगा, और बी का इनपुट कहाँ पे जाएगा आपका? देखिए डेफिनेटली बी का इनपुट जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग? इस जो आइटम पे बी इनपुट पे आपका जा रहा है I3 पे, तो यहाँ पे भी बी इनपुट पे I3 पे जाएंगे आप, क्लियर? क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन वो एक्जेक्टली बन रहा है सेम बन रहा है, ठीक है। ए टेंड्स टू डॉट बी ए, गॉट इट? कैपिटल ए के लिए स्मॉल ए के लिए बना, कैपिटल ए के लिए बन गया। नाउ इसके लिए अगेन कैपिटल ए इनपुट पर कैपिटल ए इनपुट आया तो आप क्या करेंगे? दैट इज ए टेंड्स टू बी ए डॉट ए, ठीक है, डॉट शिफ्ट कर दिया, फिर इस पे ए इनपुट, देखिए ए इनपुट पे ट्रांजिशन आपका ऑब्वियसली ऊपर वाले स्टेट यानी कि I2 स्टेट पे जाएगा, क्लियर? क्योंकि I0 पे जब ए इनपुट अप्लाई किया तो एक्जेक्टली वही प्रोडक्शन था आपके पास जो यहाँ पर दिख रहा है, डेफिनेटली इसका ए भी उसी स्टेट पे जाएगा, और बी के लिए आपका सेम आइटम ये जनरेट हो जाएगा। तो बी के लिए रूट क्योंकि देखिए
बी इनपुट इस पर्टिकुलर आइटम पे अप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। और एग्जैक्टली ये वही प्रोडक्शन है जो I0 में लिखा था आपने, और इस पे बी इनपुट देने पे क्या आ रहा है, तो डेफिनेटली इस पे बी इनपुट देने पे ये आ रहा है, I3 का लूप लग जाएगा, ठीक है। फिर बी का लूप अप्लाई कर दिया। नाउ आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पर देखते हैं इन दैट केस, ठीक है, यहाँ पर डिजाइन किया इस पर्टिकुलर केस में। अब आप अगर देखते हैं यहाँ पर A टेंड्स टू A, इस पे क्या इनपुट आएगा आपका B, देखिए इस पे B इनपुट अप्लाई करने पर जो स्टेट बनेगी आपकी दैट इज डायरेक्टली हम लिख देते हैं A टेंड्स टू AAB, एग्जैक्टली जो स्टेट बन रही है B इनपुट अप्लाई करने पे क्या बन रही है आपकी, दैट इनपुट B इनपुट अप्लाई करने पर A टेंड्स टू AAB डॉट, ठीक है। ये फाइनल डॉट आपको मिल गया। फाइनल डॉट जैसे आपको मिलेगा आप क्या बोलेंगे कि दैट आइटम इज रिड्यूस्ड, वो आइटम क्या हो चुका है आपका, रिड्यूस हो गया, ठीक है। और इस स्टेट को देखिए नेमिंग के लिए देना है आपको I2 I3 या आपकी I4 होगी, दैट इज I5 दैट इज I6, ये रिड्यूस हो गया। हां इससे A इनपुट अप्लाई किया स्मॉल a, क्या स्टेट बनी आपकी, दैट इज A टेंड्स टू BAA डॉट, दैट इज रिड्यूस्ड, दैट इज I7, 4 5 6 7, तो टोटल 8 स्टेट यहाँ पे I0 से I7 तक डिजाइन किया। ये नाउ इन दैट केस अब आपको क्या देखना है कि इट इज एसएलआर और नॉट। तो देखिए एसएलआर यानी हम क्या बोलते हैं कि टेबल में किसी भी पर्टिकुलर सेल में एक से ज्यादा एंट्री होगी तो वो एसएलआर नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि हर एक सेल में शिफ्ट और रिड्यूस दोनों की एंट्री हो रही है, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम जो आप देखें यहाँ पे देखिए कि आपका क्या हो रहा है, जहाँ भी फाइनल डॉट दिख रहा है वहाँ पे सारी रिड्यूस की एंट्री हो रही है। तो फाइनल डॉट यहाँ दिख रहा है, दैट इज फाइनल डॉट, दैट इज फाइनल डॉट, ठीक है। जहाँ जहाँ फाइनल डॉट है यहाँ पे ये रिड्यूस की एंट्री होगी, यहाँ पे रिड्यूस की एंट्री होगी और यहाँ पे रिड्यूस की एंट्री होगी। बट इन दैट केस इन सारे केसेस में ये जो I6 I7 है इसमें आपकी सिर्फ रिड्यूस की एंट्री होगी, इस पे कोई इनपुट अप्लाई नहीं किया। लेकिन I0 I2 और I3 में हमने इनपुट भी अप्लाई की, देखिए कैपिटल स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल A। तो वेरिएबल से मतलब नहीं, इनपुट सेट के जो टर्मिनल्स है और इनकी जो रिड्यूस की एंट्री आप करेंगे वो कहाँ होगी, फॉलो ऑफ a में, देखिए फॉलो ऑफ a फॉलो ऑफ a फॉलो ऑफ a, तीनों सेट में फॉलो ऑफ a कैलकुलेट करना है। सेम टाइप का आइटम रिड्यूस यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर। सो फॉलो ऑफ a जब कैलकुलेट करेंगे, सो व्हाट इज द फॉलो ऑफ a, फॉलो ऑफ a क्या होगा आपका, देखिए इट कंटेन डॉलर प्लस, क्योंकि स्टार्टिंग वेरिएबल a यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद जो लिखा है उसका फर्स्ट दैट इज b एंड a, उन दोनों का फर्स्ट निकालेंगे तो b और a आएगा, तो डॉलर b एंड a दैट इज द सेम, ठीक है। तो डॉलर b और a में रिड्यूस की एंट्री करना है। यहाँ पे देखिए आपका a टेंड्स टू डॉट, आइटम नंबर इज दैट इज R1 R2 एंड R3, कौन सा प्रोडक्शन नंबर है, दैट इज R3 नंबर। तो I0 I2 और I3, I0 I2 एंड I3 तीनों स्टेट के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हैं तो जो इनपुट्स हैं, देखिए आपके जो इनपुट्स हैं सिर्फ हम तीन इनपुट के लिए डबल डिजाइन करेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा आपका कि मल्टीपल एंट्री आ रही है। ए में डॉलर लिखा है, I0 पर a इनपुट पे कहां जा रहे हैं हम, देखिए I0 के a इनपुट पे हम जिस स्टेट पे जा रहे हैं दैट इज I2, करेंगे हम S2, b इनपुट पे कहां जा रहे हैं I3 पे दैट इज S3, अगेन I2 पर a इनपुट पे दैट इज I2 ओनली दैट इज S2, b इनपुट पे कहां जा रहा है I3 पे दैट इज S3, इसके लिए सेम आएगा, a पर I2 पे जा रहा है और b पर सेल्फ पे दैट इज I3 दैट इज S3, ऐसे लिखा। अब इन तीनों सेल में इस पर्टिकुलर वेरिएबल a टेंड्स टू डॉट इस प्रोडक्शन की रिड्यूस की एंट्री होगी, तो तीनों के लेफ्ट में a का फॉलो किया डॉलर b और a में क्या लिखना है आपको, इस प्रोडक्शन का नेम दैट इज R3, कहां पे I0 I2 और I3 तीनों दैट इज R3 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 R3, डॉलर a और b यानी डॉलर में भी आएगा। So that all are multiple entries, ठीक है। सो इतनी मल्टीपल एंट्री आपको दिख रही है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 मल्टीपल एंट्रीज। सो 6 आपके शिफ्ट रिड्यूस करते हो रहे हैं, ठीक है, 6 शिफ्ट रिड्यूस करते हैं, सो नॉट SLR नहीं होगा भाई, पूरा 6 शिफ्ट रिड्यूस करते हैं, सो दैट इट इज नॉट SLR, ये SLR नंबर नहीं दिया, गॉट इट। सो इट इज नॉट SLR। नाउ नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, हाउ मेनी शिफ्ट रिड्यूस एंड रिड्यूस conflict, देखिए शिफ्ट reduce and reduce conflict entry SLR one passing, shift reduce और reduce conflict in application, ये देखिए फर्स्ट पॉइंट augmented graph, so augmented graph क्या बनेगी आपकी, S tends to S, S आपका क्या डबल S to A and S to null। हमें पता है in that case जहाँ भी आपका null आ रहा है यानी आप उस केस में डायरेक्ट reduce entry करेंगे, ठीक है। so first find the closure of starting variable this tends to S, ठीक है। closure of that क्या आएगा आपका, that is I0 item, ठीक है। so S tends to dot S तो लिखना है आपको, S के प्रोडक्शन सारे dot S dot A and dot that is null। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना आपको कि जब भी आप डॉट की बात S लिखा है तो इसके सारे प्रोडक्शन लिखे हैं, S के प्रोडक्शन में भी देखना आपको डॉट के बाद वेरिएबल तो नहीं आ रहा, देखिए डॉट के बाद अगेन S आ रहा है, ठीक है। सो इस S की प्रोडक्शन फिर से नहीं लिखना है, ये यानी कि यहाँ कोई और नया वेरिएबल होता है तो इंक्लूड करके, यानी ये प्रोडक्शन रिपीट होंगे आपके, तो उसको 2 टाइम्स नहीं लिखना है, एक ही बार एक आइटम में हर एक प्रोडक्शन एक ही बार आता है, ठीक है, दैट इज लाइक अ सेट, ठीक है। सो यहाँ पे ये आइटम बना, दैट आइटम इज कॉल्ड I0 आइटम, इसको हमने I0 आइटम। नाउ अगेन इस पे इनपुट आएगा आपका दैट कैपिटल S और स्मॉल a, ये दो आइटम बनेंगे आपके। सो देखिए कैपिटल S के लिए आपका क्या बनेगा, S tends to S डॉट एक तो ये आएगा, फिर S की प्रोडक्शन सारे S tends to S डॉट S, S tends to S डॉट S, तो डॉट के बाद कैपिटल S, S के सारे प्रोडक्शन, तो दैट इज आपका डॉट के बाद फिर से S आ गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि दो प्लेस पे आपका कैपिटल S था, तो फर्स्ट वाला तो आपका डॉट शिफ्ट हो गया, दैट इज नॉट एनी प्रॉब्लम। सेकंड वाले में हम क्या बोलेंगे, S डॉट S लिखना है, ठीक है। फिर इसके साथ लिखा S tends to डॉट S डॉट S, S के सारे प्रोडक्शन S A एंड नल, ठीक है। सो नल के लिए सिर्फ क्या लिखेंगे हम, डॉट लिखेंगे, इसके आगे डॉट लगा के इसके आगे डॉट, नल के लिए सिर्फ हमने क्या लिखा, डॉट लिखा, दैट इज ओनली डॉट। तो ये S हो गया आपका और ये S हो गया, ठीक है। नाउ इनपुट पर देखिए इनपुट पे क्या आइटम आएगा, दैट इज S tends to A डॉट, so reduce entry आपकी, ये नाउ इन दैट केस कैपिटल S अगेन अप्लाई करना, देखिए एक कैपिटल S यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक कैपिटल S यहाँ पे दिख रहा है, दूसरी कैपिटल S tends to S डॉट, ये तो रिड्यूस हो गया आपका, ये डॉट आगे शिफ्ट हो गया, इसके लिए क्या आएगा अगेन आपका S डॉट S
यानी डॉट के बाद एस आ रहा है तो इसके प्रोडक्शन पे से इंक्लूड करेंगे आप, दैट इज डॉट एस एस डॉट ए एंड ओनली डॉट, दैट इज दिस, ठीक है, ये बनाता नाउ आफ्टर दैट अगर आप देखें यहाँ पर, सो इन दैट केस ए इनपुट आता है आपका दिस आइटम पे, आइटम के नेम देते हैं आपको I1 दैट इज I2, ये I2 है आपका, ठीक है, I2 पे कैपिटल एस, I1 पे कैपिटल एस, ये आइटम पे दैट इज I3, ठीक है, तो इस पे ए इनपुट अप्लाई करने पे आप आ जाएंगे, देखिए दैट इज डॉट ए, तो ए इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये आइटम बन जाएगा आपका दैट इज I2, ए डॉट, तो इसमें शिफ्ट कर दिया कैपिटल एस पे नया प्रोडक्शन बनाया, क्योंकि बाकी सारे आइटम तो मैच हो रहे हैं आपके, बट ये एस एस डॉट यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए नया आइटम बनाया। अब इस पे जब आप कैपिटल एस अप्लाई करें, देखिए जब कैपिटल एस आप इस पे अप्लाई करते हैं तो जो दो प्रोडक्शन पे एस इनपुट अवेलेबल है, एक इस पे एक्जेक्टली ये दोनों प्रोडक्शन यहाँ पे थे, एस डॉट एस और डॉट एस एस, एस डॉट एस और डॉट एस एस, तो इस पे एस इनपुट पे आइटम आ रहा है तो इसके एस इनपुट पे आइटम आएगा तो एस का लूप बन जाएगा, और ए इनपुट पे इस स्टेट पे चला जाएगा प्रीवियस स्टेट, दैट इज दिस, ये अब नया कोई आइटम आपका यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं बनेगा, ठीक है, सो देयर इज नॉट एनी अदर आइटम, सो टोटल 4 स्टेट, ठीक है, टोटल कितने स्टेट हो गई I0 I1 I2 I3, देयर आर 4 स्टेट। नाउ वी वांट टू फाइंड शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कितना होगा, ये देखिए आप क्लियर दिख रहा है यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस और रिड्यूस दो कॉन्फ्लिक्ट फाइंड करने हैं आपको, हाउ मेनी शिफ्ट रिड्यूस एंड हाउ मेनी रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, देखिए आप डायरेक्टली देख सकते हैं जिस आइटम में एक रिड्यूस और इनपुट पे शिफ्ट हो रहा है, देखिए एक रिड्यूस और ये शिफ्ट जा रहा है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, दैट इज रिड्यूस एंड इनपुट, तो ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये रिड्यूस एंड इनपुट दो रिड्यूस हो रहे हैं, सो दो रिड्यूस अगर आपके एक आइटम में हो रहे हैं तो दैट इज रिड्यूस आल्सो, यहाँ रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, यहाँ पे भी आपके दो रिड्यूस हो रहे हैं, दो जगह फाइनल डॉट लिखने, तो इट इज आल्सो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, इस केस में आप रिड्यूस नहीं आ सकता, सो टेबल बना के हम पहले चेक करते हैं कि दो टाइप के रिड्यूसिंग, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है, डायरेक्टली भी आप समझ सकते हैं बट हम पहले टेबल से ट्राई करें, दैट इनपुट इज ओनली एक इनपुट है आपका, दैट इज ए ओनली, तो एक क्या आएगा आपका डॉलर एंड एक वेरिएबल आपका कैपिटल एस, वो क्या आएगा, नाउ आइटम सारी लिया आपने I0 I1 I2 एंड I3, दैट इज द 4 आइटम, ठीक है, नाउ I0 पर ए इस स्टेट पे जा रहा है, ठीक है, I0 पे ए पे आप जा रहे हैं I2 पे, दैट इज नोन एज S2, शिफ्ट एंट्री करते हैं, कैपिटल एस पे I1 पे गए दैट इज 1, नाउ 1 पर ए इनपुट दैट इज 2, सो S2, 1 पर कैपिटल एस, 3 पर डिलीट किया, पहले शिफ्ट एंट्री करते हैं, अगेन 3 पर कैपिटल I2 रिड्यूस हो चुका है, इस पे बाद में एंट्री करेंगे, I3 पर स्मॉल ए S2 एंड कैपिटल एस पे उसी के लूप लगाया दैट इज 3, क्लियर, नाउ रिड्यूस की एंट्री, तो जहां-जहां फाइनल डॉट आपको मिल रहा है दैट ऑल आर रिड्यूस्ड, तो कहां का फाइनल डॉट मिल रहा है, एक इस प्रोडक्शन में 1 2 3 4 5 एंड 6, जहां-जहां आपका लास्ट में डॉट है उन सब के लिए रिड्यूस की एंट्री आपको करना है, एंड हाउ टू परफॉर्म एंट्री ऑफ रिड्यूस, तो रिड्यूस एंट्री के लिए आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट फाइंड द फॉलो ऑफ दैट वेरिएबल जो उस प्रोडक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है एस, यहां पे भी एस है, यहां है, ऑब्वियसली एस ही होगा क्योंकि ओरिजिनल ग्रामर के सारे प्रोडक्शन एस की, तो जस्ट फाइंड द फॉलो ऑफ एस, सो व्हाट इज द फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ एस क्या होगा, स्टार्टिंग वेरिएबल है तो डॉलर तो आनी, डॉलर के साथ क्या आएगा आपका, सो जहां राइट हैंड साइड में एस आ रहा है एस, फर्स्ट ऑफ एस कंटेन ए एंड नल, ऑब्वियसली नल नहीं लेंगे, फॉलो के सेट में नल लेंगे, नल को माइनस करके जिससे जनरेट हो रहा है उसी का फर्स्ट निकालेंगे, तो देखिए ऑलरेडी डॉलर और ये दोनों आ चुके हैं, इससे ज्यादा तो कुछ आना नहीं क्योंकि ए टर्मिनल है और डॉलर तो ऑलवेज आता ही आपका, तो ऑलरेडी सारे टर्मिनल अवेलेबल है, सो इन दोनों में आपको रिड्यूस की एंट्री करना है, ठीक है, अब आपको रिड्यूस की एंट्री यानी क्या नाम लिखना है, तो उस प्रोडक्शन का नंबर जो रिड्यूस हो रहा है, ये आपका R1 दैट इज R2 एंड इट इज R3, तीनों वेरिएबल की करस्पॉन्डिंग, तीनों प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग हमने एक-एक नेम डिफाइन कर दिया, R1 R2 एंड R3, ये नाउ अब हम देखते हैं फर्स्ट रिड्यूस की एंट्री यहां पे करनी है, जिसमें I0 आइटम में इसके कौन से नंबर का प्रोडक्शन है, R3 नंबर का, S टेंड्स टू डॉट यानी S टेंड्स टू नल की बात कर रहे हैं, R3 इसमें लिखना है I0, कहां पे लिखना है, जो फॉलो से आया है डॉलर और गेन, जो डॉलर और गेन आप लिख दिया R3, ये नाउ इसके बाद इसके लिए या पहले I1 आइटम को देख लेते हैं, I1 आइटम में आपका S टेंड्स टू डॉट, इसका मतलब क्या हुआ आपका एक्सेप्ट कंडीशन, इनिशियल वेरिएबल जो था आपका स्टार्टिंग वेरिएबल ऑफ द ओरिजिनल ग्रामर इज रिड्यूस्ड हियर एंड ऑगमेंटेड ग्रामर का पहला प्रोडक्शन यहां रिड्यूस हो रहा है, तो इस केस में I1 स्टेट के डॉलर में आपको एक्सेप्ट लिखना है, तो यहां पे ऑलरेडी आपने R3 को लिख दिया है, आल्सो कंटेन एक्सेप्ट भी आएगा वहां पे, ये दो एंट्री यहां पे, नाउ फिर I1 में सेकंड किया आपका बोलो ओह is in I1 not I0, I0 में accept नहीं लिखना है, I1 में accept लिखना है, ठीक है, just accept in the I1, okay, just write the accept in I1, accept, now after that I1 में और एक तो आपने डॉलर में accept लिख दिया according to this reduce, S tends to dot यानी कि आपका अगेन R3 reduce हो रहा है I1 में, कहाँ एंट्री आएगी डॉलर और गेन, that is R3 and that is R3, यहाँ से लिखता है, clear, so ये दो एंट्री आपकी इसके लिए होगी, इस पर्टिकुलर reduce के लिए I1 आइटम में दो अलग-अलग reduce हो रहे थे, दोनों की एंट्री करके हमने, I3 में भी दो reduce है, that is this one and this one, अब ये दोनों ही S के प्रोडक्शन, तो follow the same, प्रोडक्शन नंबर अलग-अलग, that is R1 and that is R3, I3 स्टेट में I2 में R1, ठीक है, और I3 में R1, ठीक है, पहले तो R1 लिखते हैं, फिर इस आइटम के लिए R3 भी लिखना है, यानी कि यहाँ पे R3, R1 ऑलरेडी लिख दिया और यहाँ पे भी R3, क्योंकि A और डॉलर में एंट्री होगी, फॉलो ऑफ S, R3 दोनों जगह आ गया, दैट इज दिस, ये नाउ अब अगर हम देखें यहाँ पर I2 आइटम देखिए यहाँ पर, ठीक है, I3 का I2 में अगेन S टेंड्स टू A डॉलर, यानी कि सेकंड R2 आइटम लिखना वहीं पे डॉलर और A, क्योंकि फॉलो तो सेम निकलेगा,
क्या लिखेंगे आप, R2 दैट इज दिस। क्लियर? सो हाउ मेनी प्लेस वेयर शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इज कॉमन, ये दोनों फाइंड करने हैं आपको। सो फर्स्ट फाइंड करेंगे हम शिफ्ट रिड्यूस, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कितने, दैट इज 1 शिफ्ट रिड्यूस, सेकंड शिफ्ट रिड्यूस, चार शिफ्ट रिड्यूस दोनों की एंट्री, थर्ड शिफ्ट रिड्यूस, ठीक है, लेकिन इसको एक ही काउंट करना है, एक सेल में शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो 1 2 3 3 शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ गया, 3 शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। रिड्यूस रिड्यूस यानी दो रिड्यूस की एंट्री एक सेल, लेकिन एक्सेप्ट एंड डॉलर इज आल्सो काउंट एज रिड्यूस रिड्यूस, क्योंकि एक्सेप्ट एक रिड्यूस की एंट्री है और R3 इज आल्सो रिड्यूस, तो 1 रिड्यूस, सेकंड ये वाला काउंट करना है, दैट इज सेकंड रिड्यूस रिड्यूस एंड थर्ड रिड्यूस, अगेन 3 रिड्यूस रिड्यूस एंट्री, लेकिन 3 शिफ्ट रिड्यूस है और 3 रिड्यूस रिड्यूस एंट्री है। अगर आपको बोला हाउ मेनी टोटल मल्टीपल एंट्री, ठीक है, कितने सेल में आपकी मल्टीपल एंट्री हो रही है, टोटल मल्टीपल एंट्री काउंट करें आप, कौन कौन से सेल में मल्टीपल एंट्री हो रही है आपकी, सो 1 2 3 4 एंड 5, 5 सेल है जहां पे मल्टीपल एंट्री आ रही है, तो आंसर क्या आएगा 5 मल्टीपल एंट्रीज, कितनी मल्टीपल एंट्री होगी, तो दैट इज 5 मल्टीपल एंट्री। टोटल 3 शिफ्ट रिड्यूस है और 3 रिड्यूस रिड्यूस है, उसमें से एक आपका कॉमन सेल में दैट इज शिफ्ट रिड्यूस, आल्सो रिड्यूस रिड्यूस दोनों के लिए काउंट किया आपने इसको, ठीक है। सो टोटल मल्टीपल एंट्रीज कितनी होगी आपकी, दैट इज 5, ठीक है। तो इस तरीके से फाइंड करना है आपको, एक ही सेल में आपको रिड्यूस रिड्यूस और शिफ्ट रिड्यूस दोनों पॉसिबल है, तो जो आपका यहाँ है तो डेफिनेटली इट इज नॉट एसएलआर, ये तो हम पहले I0 आइटम से प्रूव कर देंगे, ये I0 आइटम से बनाया था, यहीं पे आप देख लेंगे इसका फॉलो सेट क्या है, और इसके इनपुट में भी दैट इज कॉमन यानी कि मल्टीपल एंट्री होगी, दैट इज द सेम थिंग, ये पहले मेंशन किया, आपको वहीं पे बोल देंगे इट इज नॉट एसएलआर, बट इस ग्रामर में हम इस तरीके से पूछेंगे कि हाउ मेनी शिफ्ट रिड्यूस एंड हाउ मेनी रिड्यूस रिड्यूस, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। दैट इज अबाउट द एसएलआर। थैंक यू। SLR1 parser. First question, draw the SLR table for the following grammar and answer the question accordingly. हमें SLR टेबल डिजाइन करनी है फॉर दिस ग्रामर एंड इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर क्रिएट करना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, there are 9 आइटम इन द SLR टेबल ऑफ दिस ग्रामर, 7 रिड्यूस एंट्री इन द SLR टेबल, यानी जो रिड्यूस की एंट्री होगी वो 7 होगी आपकी, एंड देयर आर 2 go to entries in the SLR टेबल फॉर द गिवन ग्रामर, ठीक है। तो दैट वे अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपका, तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर 9 आइटम्स इन द SLR टेबल ऑफ गिवन ग्रामर, सो आइटम यानी कि टोटल स्टेट्स जो आप ग्राफ की बनाएंगे, ग्राफ बनाकर आप फाइंड कर सकते हैं, 7 रिड्यूस एंट्री तो वो भी आप ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 go to entries तो वो भी आप ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। go to entry यानी जो वेरिएबल की एंट्री करते हैं हम टेबल में, दैट इज go to entry, यानी किसी स्टेट में वेरिएबल ऐसा इनपुट अप्लाई किया आपने, नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं, तो वो वेरिएबल की एंट्री जब आप टेबल में करेंगे तो दैट एंट्री इज कॉल्ड go to entries, ठीक है। सो इन दैट केस अगर आप देखें तो यहाँ पर हम ग्राफ के थ्रू सारा आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप go to entries की बात करते हैं, तो go to entries यानी जितनी बार आपका वेरिएबल एज इनपुट आता है, जब भी आपका वेरिएबल एज इनपुट आएगा उस केस में हम क्या बोलेंगे कि दैट गोस टू go to entry, ठीक है। तो अगर आप ग्रामर को देखते हैं तो ग्रामर में राइट हैंड साइड में वेरिएबल कितनी बार लिखा हुआ है, तो एस बी एंड डी, गॉट इट। अब जब भी आप यहाँ पर जैसे आप एस को ड्रॉ करेंगे, आगे डॉट बी आता है, यानी कि ऑब्वियसली ऑगमेंटेड ग्रामर बना के जब आप डॉट को शिफ्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं पॉइंट में डॉट इस बी के पहले आएगा, तब आप बी के प्रोडक्शन लिखेंगे सारे, ठीक है। तो बी एज इनपुट देंगे और फिर जब आप बी को प्रोडक्शन लिखेंगे तो अगेन बी एज इनपुट देंगे और एक बार एस आपको क्या रखना है एज इनपुट, यानी कहीं ना कहीं go to entries आपकी डायरेक्टली 3 go to entries तो यहाँ से लिख रही है, यानी इससे ग्रेटर नहीं होने वाली, ये बोला there are 2 go to entries, so that is false, ये स्टेटमेंट तो आपका false है, ठीक है। अब या तो 9 आइटम होंगे आपके या 7 रिड्यूस एंट्री होगी, या दोनों स्टेटमेंट false होगी, नन ऑफ दिस आंसर आ सकता है। सो देखिए आप यहाँ पे ट्राई कैसे करेंगे, ऑब्वियसली आपको ग्राफ तो क्रिएट करना है, बट ग्राफ में अब हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि टोटल आइटम और रिड्यूस एंट्री, तो जो प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है उसको एक बात में आप क्या करते हैं, कंप्लीटली रिड्यूस कर दें, ठीक है। उससे आपके आइटम्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड रिड्यूस एंट्री भी हो जाएगी। सो देखिए फर्स्ट हम ऑगमेंटेड ग्रामर का जैसे प्रोडक्शन लिखते हैं, SLR में आप फर्स्ट प्रोडक्शन क्या लिखेंगे, दैट इज s tends to dot s, ठीक है। ऑगमेंटेड ग्रामर का आपका पहला प्रोडक्शन जो बनता है दैट इज दिस s tends to dot s, ठीक है, लाइक दिस s tends to dot s। अब डॉट के बाद s आ रहा है तो s की प्रोडक्शन आप लिखेंगे डॉट as b and bc, ठीक है, एंड s का सेकंड प्रोडक्शन डॉट abc। अब देखिए s की प्रोडक्शन में डॉट के बाद कहीं वेरिएबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके बाद कोई प्रोडक्शन आपका इंक्लूड नहीं होगा यहाँ पे, यानी v के प्रोडक्शन इंक्लूड नहीं होंगे बिकॉज़ डॉट के बाद कहीं भी वेरिएबल कैपिटल भी नहीं आया आपका, दैट्स व्हाई आपका बोलेंगे कि ये I0 में नया आइटम आएगा। अब देखिए पता है s अप्लाई करने पे आपका जो प्रोडक्शन है ये यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज s डॉट, ये I1 बन गया आपका। इसके लिए रिड्यूस एंट्री आपको फाइंड करेंगे तो एक्जेक्टली एक रिड्यूस एंट्री रहेगी इसके लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्मॉल a इनपुट पे देखिए, स्मॉल a इनपुट है आपका, तो दोनों आइटम पे डॉट के बाद क्या लिखा हुआ है आपका स्मॉल a, यानी कहीं ना कहीं आपके दोनों क्या है किसी एक ही साइड में बिलोंग करेंगे, तो s tends to a dot s bc, ठीक है। एंड अब जैसे ही पहले हम इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं फिर इस डॉट को शिफ्ट करेंगे, आपने जैसे ये डॉट शिफ्ट किया तो a dot s bc आया, यानी s की प्रोडक्शन फिर से लिखना है आपको, सो दैट s की प्रोडक्शन क्या है as bc एंड abc, दोनों क्या आपने डॉट लगा दिया, दैट इज दिस, ठीक है। सो ये आपकी इस प्रोडक्शन के कारण लिखेंगे डॉट के बाद कैसा आ रहा था। नाउ सेकंड a को शिफ्ट किया आपने, दैट इज डॉट a dot bc, ये बनेगा आपका, तो दैट इज द आइटम I2, दिस द आइटम I2। नाउ इस पे इनपुट आपको कुछ अप्लाई करने के नहीं करना है बिकॉज़ आपके दो इनपुट थे, दैट इज a एंड b, जो ऑलरेडी आप क्या कर चुके हैं, अप्लाई कर चुके हैं, a एंड s भी अप्लाई करके a भी अप्लाई करके, दिस इज कंप्लीटली रिड्यूस, ठीक है। इसको आगे ड्रॉ नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक इनपुट जो आपका आएगा दैट इज a bc और as bc, तो देखिए a bc और as bc यानी इनपुट a के लिए आपका एक्जेक्टली वही प्रोडक्शन बन रहे जो दोनों यहाँ पे थे आपके, वो इनपुट a, सो दैट्स व्हाई a का तो लूप लग जाएगा यहाँ पे, दैट इज नॉट एनी प्रॉब्लम फॉर द a, तो a का लूप लग गया इसमें, a के लिए आगे ड्रॉ नहीं करना आपको, ठीक है। और यहाँ पे आप कैपिटल s की बात करें तो कैपिटल s एज इनपुट आपको अप्लाई करना है, ठीक है, कैपिटल s एक बार यहाँ दिया एक बार यहाँ पर, ठीक है। सो दो go to entry तो दोनों s के लिए हो जाएगी, फिर आप कहीं ना कहीं b पे भी इनपुट अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 2 से ग्रेटर होगी आपकी, सो दैट इज a s dot bc। अब देखिए b की प्रोडक्शन आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है क्योंकि b का जो आइटम है दैट इज गोस टू डॉट के बाद वेरिएबल आ रहा है, तो दैट bc, b का पहला प्रोडक्शन डॉट bc एंड b का दूसरा प्रोडक्शन डबल b, ये अब देखिए डॉट के बाद फिर से भी आ रहा है तो b की प्रोडक्शन फिर से इंक्लूड नहीं करना है, इन दैट केस, ये आफ्टर दैट इन दिस अप्लाई कर रहे हैं कैपिटल s हो गया इनपुट a, अब एक b इनपुट आपको स्मॉल b इनपुट एज इनपुट अप्लाई करना रहेगा, ठीक है। तो देखिए स्मॉल b अब जब आप इनपुट अप्लाई करेंगे वो 10 आइटम I2, देखिए स्मॉल b के लिए आपका यहाँ पे क्या बनेगा, दैट इज s tends to ab dot c, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल सी इनपुट आप अप्लाई करेंगे क्योंकि abc ऑल आर टर्मिनल, जैसे सी इनपुट अप्लाई करेंगे फाइनली क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस, देखिए हमने एक पाथ में इसको कंप्लीटली रिड्यूस कर दिया abc डॉट, सो दैट इज कंप्लीटली रिड्यूस, ये तो यहाँ पे आपका एक की प्रोडक्शन तो रिड्यूस हो चुका है। नाउ वेरिएबल s आपकी स्टेटमेंट स्मॉल a पे आपने लूप लगा दिया, दैट इज द लूप ऑफ a, ठीक है, तो a का तो यहाँ पे लूप लग चुका है। अब इस पे आपको इनपुट अप्लाई करनी है, डेफिनेटली स्मॉल सी यहाँ पे दैट इज कैपिटल b से दोनों साथ में ग्रो करेंगे, तो डेफिनेटली इन दोनों के bc और bc दोनों जगह लिखेंगे, यानी कि अल्टीमेटली ये आप b के थ्रू अगर जब प्रोडक्शन वेरिएबल b के थ्रू कॉल करेंगे तो क्या आएगा आपका as b डॉट c एंड b से b डॉट c, स्मॉल सी है आपका, ठीक है। और जैसे आपने इस पे स्मॉल सी अप्लाई किया कंप्लीटली दोनों प्रोडक्शन एक साथ एक आइटम में आपके रिड्यूस हो जाएंगे, दैट इज as bc डॉट एंड s2 सॉरी b2 bc डॉट, ये दैट इज bc कैपिटल bc, ठीक है, स्मॉल सी है
एंड बी इज कैपिटल, तो ये दोनों प्रोडक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो गया आपके इस आइटम में। क्लियर? नाउ अभी आइटम की नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे नंबरिंग करना हमें मेन लॉजिक नहीं, हमें टोटल आइटम्स कैलकुलेट करना है। सो एट द एंड आपने बोला ये दो प्रोडक्शन रिड्यूस हुए, इसके बाद यहाँ पर आप स्मॉल बी अप्लाई करके दो अलग प्रोडक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज बी टेंड्स टू बी डॉट बी, एक ये आइटम बनेगा और फिर फाइनली आप बी से अगेन बी इनपुट अप्लाई करेंगे, सो डबल बी डॉट। तो ये आइटम कितने बने आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे बोला 9 आइटम्स, बट यहाँ क्लियरली दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 आइटम्स है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका गो टू एंट्रीज के लिए देखें तो वेरिएबल इनपुट कहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 आपकी गो टू एंट्रीज होगी, तो डेफिनेटली 2 गो टू एंट्रीज भी फॉल्स होगी आपकी। अब या तो बी ऑप्शन होगा या नो ऑप्शन होगा, लेकिन नॉट नहीं दिया होता तो आपका आंसर को थोड़ा फास्ट कैलकुलेट हो जाता है, क्योंकि एक ऑप्शन अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट आप ट्रू आंसर पे चले जाते हैं। क्लियर? नाउ इन दैट केस आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर ये फाइंड किया हमने। इसके बाद अगर आप देखते हैं सो रिड्यूस की एंट्री, तो देखिए फर्स्ट आप रिड्यूस की एंट्री में कैसे करते हैं, जो भी प्रोडक्शन आपका रिड्यूस हुआ इसको नंबरिंग देंगे हम, दैट इज R1, या R2 बना आपका, दैट इज R3 एंड इट इज R4। अब पहला आइटम I1 का जब रिड्यूस होता है तो एक गो टू एंट्रीज के लिए आएगी I1 के डॉलर में, तो 1 गो टू एंट्रीज हियर, ठीक है। I1 के डॉलर में आप क्या लिखेंगे, एक्सेप्ट लिखेंगे, दैट इज आल्सो काउंटिंग गो टू एंट्री। ये जब आप I1 सेल स्टेट के डॉलर में जब आप क्या लिखते हैं एक्सेप्ट, सो एक्सेप्ट इज आल्सो काउंटिंग गो टू एंट्रीज, एक गो टू यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद दो प्रोडक्शन यहाँ रिड्यूस हो रहे हैं, इसमें गो टू एंट्रीज फाइंड करनी है आपको, ठीक है, सॉरी दैट इज रिड्यूस एंट्री नॉट गो टू, ठीक है। तो एक रिड्यूस एंट्री ये काउंट हुआ दैट इज दिस, और दो रिड्यूस एंट्री इन दोनों प्रोडक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी आ रही है फॉलो निकालना पड़ेगा। हियर आल्सो बी टेंड्स टू दिस, हियर आल्सो एस टेंड्स टू दिस, तो देखिए एस और बी का फॉलो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो फॉलो ऑफ एस एंड फॉलो ऑफ बी दोनों की रिक्वायरमेंट आपको फाइंड द फॉलो ऑफ एस, एस का फॉलो क्या आएगा, तो देखिए एस के फॉलो में डॉलर तो आना है आपका, प्लस एस के बाद बी लिखा है आपने, फर्स्ट ऑफ बी क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑफ बी इज, देखिए व्हाट इज द बी, बी सी का फर्स्ट निकालना है, व्हाट इज द फर्स्ट ऑफ बी, तो बी से आपने यहाँ पे देखा बी को रिड्यूस करेंगे डबल बी से, यानी फर्स्ट ऑफ बी इज स्मॉल बी, दैट इज द फर्स्ट ऑफ बी। फॉलो ऑफ एस इज डॉलर ऑफ डॉलर एंड बी, नाउ फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी कितना होगा आपका, सो बी का फॉलो आप यहाँ से देखें तो देखिए बी के फॉलो में आपको दोनों जगह क्या लिखा है, दैट इज टर्मिनल बी राइट हैंड साइड में दो प्लेस पे, और दोनों जगह बाद में आपको स्मॉल सी लिखा है, यानी स्मॉल सी का फर्स्ट क्या आएगा, स्मॉल सी आएगा, यानी फॉलो ऑफ एस में डॉलर एंड बी में सी। तो इसके लिए जहाँ एस का प्रोडक्शन है वहाँ दो रिड्यूस एंट्री, जहाँ बी का प्रोडक्शन है वहाँ एक रिड्यूस एंट्री, तो ये एस का प्रोडक्शन है तो दो रिड्यूस एंट्री होगी, यहाँ पर 1 रिड्यूस एंट्री, यहाँ पे 2 एस के लिए और 1 बी के लिए, तो 2 + 1 3 4 5 6 7, टोटल 7 रिड्यूस एंट्री हो रही है, यानी बी इज द राइट आंसर। टोटल रिड्यूस एंट्री कितनी हो रही है आपकी 7, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब इस लेवल पे आपको लग रहा है कि फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको लग रहा है कि आइटम ज्यादा हो रहा है तो जस्ट रिड्यूस फाइंड करें, तो ये हर एक प्रोडक्शन आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। एक और वे आपका इसमें क्या सॉल्व करने का, हर प्रोडक्शन आपका रिड्यूस होगा डेफिनेटली, 4 प्रोडक्शन है तो चारों रिड्यूस होंगे, ठीक है। तो जब चारों रिड्यूस होंगे तो चारों का फॉलो निकाल के पहले कैलकुलेट कर सकते हैं आप, 7 रिड्यूस एंट्री आ जाएगी आपकी, बट यहाँ पर मिनिमम 7 रिड्यूस तो एंट्री आनी है, ठीक है। देखिए एस एक बार रिड्यूस हुआ, बी एक बार रिड्यूस हो रहा है आपका दैट इज और एस चारों 1 टाइम्स रिड्यूस हो रहे हैं, बट हो सकता है मान लीजिए किसी पर्टिकुलर में आपने मल्टीपल टाइम्स कॉल किया और वो एक से ज्यादा बार क्या हो रहा है आपका रिड्यूस हो रहा है, सो दैट केस प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप नॉर्मली डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लेट्स ट्राई विद दिस, कंसिडर द एसएलआर पासिंग टेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रामर पॉपुलर द गिवन टेबल, ठीक है। यानी कि आपको इसके लिए एसएलआर टेबल बनाना है और इससे आपको कंपेयर करना है कि एक्चुअली क्या होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन ऑप्शंस क्या दिए हैं आपको, m1 और m2 की वैल्यू चाहिए, तो m1 कहां पे आपका दैट इज दिस एंड m2 इज हियर। सो देखिए हाउ टू कंस्ट्रक्ट, कैसे हम डिजाइन करेंगे इसके लिए, ठीक है। इन दैट केस अगर आप देखते हैं जब m1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, सो इन केस ऑफ m1 जो ये आपका m1 है, ठीक है, ये आपके किस स्टेट पे आ रहा है, i1 स्टेट पे इनपुट ए अप्लाई करने पे आपका क्या आ रहा है m1। तो देखिए सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे व्हाट इज i1 स्टेट क्या, या तो आप इसका पूरा एसएलआर का ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, जो गोटू ग्राफ बनता है एसएलआर टेबल की पूरा ग्राफ क्रिएट करके टेबल बना के फिर कंपेयर कर सकते हैं आप। लेकिन अगर आप यहां पर थोड़ा सा डायरेक्टली सोचें तो यहां पे क्या होगा आपका, देखिए i1 पर स्मॉल a इनपुट देने पे आप m1 पर जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ट्राई टू कंस्ट्रक्ट i1, पहले i1 आइटम कैसे बना, तो i1 कैसे बन रहा है आपका, i0 पर कैपिटल s पे आप कहां जा रहे हैं 1 पे जा रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि हम जब भी गोटू ग्राफ बनाते हैं तो फर्स्ट i0 आइटम पे जब भी हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो i0 पे जब हम कोई फर्स्ट इनपुट देंगे तो i1 पे जाएंगे, फिर सेकंड इनपुट पे i2 पर, फिर i3 पे एंड सो ऑन, तो सारी नंबरिंग इस ऑर्डर में होती है। फिर नेक्स्ट i4 मान लीजिए आ रहा है आपका, तो वो कहां पे आएगा, i1 से इनपुट देने पे i4 आएगा, फिर 5 6 फिर 2 वाले पे नंबरिंग, फिर 3 वाले पे, तो इस ऑर्डर में आपका चलता है ग्राफ, ठीक है। यानी कि आपने i0 पे जो इनपुट अप्लाई किए उसके अकॉर्डिंग आपका क्या बन रहा है, दैट इज i1। तो यहां पे फर्स्ट ट्राई करें कि i1 पे स्मॉल a इनपुट देने पे क्या आएगा, तो सबसे पहले तो i0 आइटम उस पे आप क्या इनपुट देंगे, कैपिटल S, तो i1 बनेगा, और उस i1 पे स्मॉल a इनपुट देने पे आप कहां जा रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो ऑगमेंटेड ग्रामर आपकी क्रिएट हुई, दैट इज s this tends to dot s, ये बना, क्लियर। चलिए इसको हम यहां पे बना लेते हैं, s this tends to dot s, फिर s की प्रोडक्शन डॉट के बाद दैट इज डॉट aa, ठीक है, डॉट s एक सबसे पहले तो कैपिटल S स्मॉल a, फिर डॉट aa, अब देखिए यहां पे s से एक कैपिटल C आएगा, दैट इज कैपिटल C, ठीक है। C के प्रोडक्शन दैट इज a c एंड ba, एंड b के प्रोडक्शन दैट इज डॉट bb, ये आपका i0 आइटम बन गया, दैट इज द i0 आइटम, क्लियर। अब देखिए a का प्रोडक्शन नहीं आएगा क्योंकि डॉट के बाद कहीं a नहीं आ रहा है, क्लियर। सो a का प्रोडक्शन तो नहीं आएगा, अब इस पे कैपिटल S इनपुट अप्लाई करने पे आप क्या बोल रहे हैं, यहां पर हम कहां जा रहे हैं, दैट इज गोस टू i1 आइटम। तो देखिए कैपिटल S दैट इज दिस, ठीक है, दो जगह कैपिटल S दिख रहा है आपको, एक ऑगमेंटेड ग्रामर के फर्स्ट प्रोडक्शन में और यहां तो दोनों का S शिफ्ट होगा, तो S टेंड्स टू S डॉट एंड S टेंड्स टू S डॉट a, एंड दिस आइटम इज i1, ये आपका i1 आइटम बनेगा, डेफिनेटली इट इज i1, क्लियर, क्योंकि i0 आइटम पे पहला इनपुट आप कैपिटल S ही देंगे, ऑगमेंटेड का पहला प्रोडक्शन रहेगा और जो आइटम बनेगा दैट इज i1। अब i1 पे इनपुट a तो अप्लाई कर देना है, नॉट इशू। i1 पे जब a इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो जिस आइटम पे a जाएगा तो उस पे आपको रिड्यूस की एंट्री करनी है, यानी उसका नंबर आप यहां पे लिखेंगे। तो देखिए जब या तो आप ऑप्शन से समझ सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर पहले अगर हम देखें कि i0 आइटम जो था आपका, दैट इज जो i0 आइटम है आपका, ये इस i0 आइटम पे आपने कैपिटल S दिया तो आपका i1 बना। अब इस i1 पे आपको स्मॉल इनपुट देना है, तो जो स्टेट का नंबर आप यहां लिखेंगे वो i0 के सारे इनपुट ऐड होने के बाद जो नंबर आएगा वो आएगा। तो देखिए i0 पे नेक्स्ट इनपुट क्या देंगे, कैपिटल S दे दिया आपने, और उसके बाद स्मॉल a दे रहे हैं आप, तो आपने यहां पे क्लियरली इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग दिख रहा है आपको, देखिए i0 पे फिर आपने कैपिटल C का इनपुट दिया, सो आप जा रहे हैं i2 पे, दैट इज 2, फिर स्मॉल a पे आप कहां जा रहे हैं, i3 पे, दैट इज 3, i3 स्मॉल a पर, क्लियर। फिर स्मॉल b पे आप कहां जा रहे हैं, i5 पर, स्मॉल b इनपुट पे आप कहां गए, दैट इज i5, ये स्मॉल b के लिए। i0 पे नेक्स्ट इनपुट आप क्या दे रहे हैं, देखिए आपने 1 2 3 4 और 5 तक तो बनाई है, ठीक है। कैपिटल B पर आप कहां जा रहे हैं, दैट कैपिटल B पे i4 पर, देखिए 1 2 4 3 5, यानी कि 1 2 3 4 5 स्टेट बन गई है। अब फर्स्ट ओपन आप ऑब्वियसली i1 को करेंगे और i1 पे a इनपुट पे जिस भी स्टेट पे जाएंगे दैट इज i6, यानी इसके लिए जो एंट्री होगी दैट इज रिड्यूस शिफ्ट एंट्री s6, यानी i1 पे a इनपुट पे आपका s6 आना चाहिए। तो देखिए m1 की एंट्री s6 यहां पे दिख रही है, बाकी चार ऑप्शन में कहीं भी s6 नहीं दिख रहा, तो a इज द आंसर। अब m2 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट आपकी a की वैल्यू से आपका सेकंड आंसर भी करेक्ट हो गया, गॉट इट। देखिए i1 पे a इनपुट पे s6 आया आपका, करेक्ट है। सो s6 आपका यहां पे चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज दिस। चलिए हम i4 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, i4 पे b इनपुट, सबसे पहले तो i4 कैसे बना, जब
I0 पे कैपिटल बी दिया तो I4 बना, यानी इस पे आप कैपिटल बी इनपुट अप्लाई करेंगे तो आपका I4 बनेगा। तो हम सब कैपिटल बी देखते हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है। तो कैपिटल बी यहाँ पे आपका क्या बनेगा, प्रोडक्शन C tends to B dot A, एक ही जगह, दैट इज दिस। अब इस पे क्या इनपुट अप्लाई करना है आपको, एंट्री I4 पर B, ये I4 आइटम बना, इस पर स्मॉल b, इज इट पॉसिबल नॉट, क्योंकि डॉट के बाद स्मॉल a है तो b इनपुट अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि I4 पे b के लिए सेल एम्प्टी रहेगा, सो दैट इज एरर एंट्री। एरर एंट्री यानी कि ब्लैंक सिंबल, ठीक है, यानी कि वहां पे कोई एंट्री नहीं, सो दैट इज क्लियर। M1 इज S6 एंड M2 इज एरर। M1 आपका S6 है और M2 क्या है आपकी एरर है, तो A इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, तो इस तरीके से आपको क्रिएट करना है, पूरा SLR टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टोटल रिड्यूस एंट्री इन द SLR टेबल फॉर द फॉलोइंग ग्रामर, टोटल रिड्यूस एंट्री कितनी होगी। सो देखिए दैट SLR टेबल, जस्ट कंस्ट्रक्ट द SLR ऑगमेंटेड ग्रामर के लिए आप डिजाइन करेंगे। देखिए सबसे पहले आप प्रोडक्शन क्या लिखेंगे, दैट इज S tends to S, फिर डॉट S ऑगमेंटेड का क्लोजर, फिर S tends to डॉट A हैश, ठीक है, S के सारे प्रोडक्शन, S का प्रोडक्शन आप A के बाद डॉट आ रहा है, ठीक है, डॉट के बाद A, तो A के सारे प्रोडक्शन डॉट A plus B एंड डॉट B। क्लियर, नाउ आफ्टर दैट अगर आप देखिए तो डॉट के बाद B भी आ गया, यानी B का भी प्रोडक्शन आएगा आपका, दैट इज डॉट B, यानी कि ये पूरा आपका दैट इज गोस टू इन द I0 आइटम, दैट इज द स्टेट I0। क्लियर, क्योंकि देखिए ऑगमेंटेड का ये प्रोडक्शन रूल आप ऑलवेज यूज करते हैं, इसका क्लोजर फाइंड करेंगे हम तो S के प्रोडक्शन, उसके आगे डॉट है, फिर A के प्रोडक्शन, उसके आगे डॉट, ठीक है, डॉट के बाद A आ रहा है, फिर A के प्रोडक्शन में डॉट B आया तो B के प्रोडक्शन बिल्कुल कर लिए, सारे प्रोडक्शन आपके I0 आइटम में आ गए। नाउ कैपिटल S, देखिए कैपिटल S से आपका S tends to S डॉट बन गया। अब टोटल रिड्यूस एंट्री लिखना है आपको, तो आइटम पे नंबरिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब यानी फास्टली आप जस्ट इनपुट अप्लाई करें कैपिटल A, देखिए कैपिटल A पे क्या आएगा A डॉट हैश, ठीक है, A डॉट हैश, एंड यहां पे लिख रहा है आपका जैसे हैश इनपुट अप्लाई करेंगे फाइनली रिड्यूस हो जाएगा आपका, दैट इज S tends to A हैश डॉट, गॉट इट। नाउ फिर आपने यहां पर इनपुट, देखिए कैपिटल A इनपुट अप्लाई करेंगे तो दोनों पे एक साथ आपका A अप्लाई होगा, देखिए एक ही आइटम में जाएगी, दो जगह A था आपका A डॉट हैश, ठीक है, इस पे हैश इनपुट पे आप आगे बढ़ गए, दैट इज करेक्ट, दैट इज नॉट एन इशू, बट इसमें एक और आइटम आएगा A डॉट प्लस B, ठीक है, इस पे प्लस इनपुट पे आपको अप्लाई करना रहेगा क्योंकि दोनों जगह आपके डॉट के बाद A था, दैट इज दिस। नाउ B इनपुट अप्लाई करने के बाद आपका क्या बनेगा, A tends to B डॉट, ठीक है, दैट इज B एंड डॉट, ये B कैपिटल B इनपुट पे आपका रिड्यूस हो गया, एंड स्मॉल b पे भी आपका क्या हो जाएगा, दैट इज फाइनली रिड्यूस A tends to B tends to B डॉट, दैट इज दिस, ये फाइनली आपका रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, हर एक प्रोडक्शन आपका एक बार रिड्यूस हो नहीं फिक्स है। सो ये हैश, इसके बाद प्लस इनपुट अप्लाई करने पे क्या बनता है आपका S tends to A प्लस डॉट B, A प्लस डॉट B, अगेन B के सारे प्रोडक्शन B tends to डॉट B, डेफिनेटली इस पे इनपुट भी अप्लाई होगा तो ये यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि देखिए जब भी आप SLR बनाएंगे तो एक आइटम आपका एक ही बार रिड्यूस होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जब आप B इनपुट अप्लाई कर रहे हैं तो ये कहाँ जाएगा आपका इस आइटम पे, और कैपिटल B के लिए ये क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज S tends to A plus B डॉट। सो आफ्टर दैट जैसे आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ठीक है, दैट इज प्लस इनपुट B स्मॉल b हैश एंड सो ऑन, ये रिड्यूस हो चुका आपका, प्लस के साथ ये फाइनली यहाँ रिड्यूस हुआ, तो देखिए ग्रामर में टोटल प्रोडक्शन कितने हैं, दैट इज 1 R1 R2 R3 एंड R4, सो 1 2 3 एंड 4 फोर प्रोडक्शन आपके रिड्यूस हो गए, एंड दैट इज दिस स्टार्टिंग। क्लियर, सो जस्ट फाइंड रिड्यूस एंट्री के लिए आपको क्या करना है, फॉलो कैलकुलेट करना है सबका, देखिए फॉलो ऑफ S दिस, यहाँ पे आप ऑब्वियसली ये फर्स्ट ऑगमेंटेड ग्रामर का प्रोडक्शन है तो इस केस में आप एक एंट्री करेंगे रिड्यूस की, दैट इज एक्सेप्ट एंट्री। क्लियर, सो एक्सेप्ट 1 एंट्री आई, इस केस में फॉलो ऑफ S, S का फॉलो तो S राइट हैंड साइड में कहीं नहीं आ रहा है, सिर्फ डॉलर में एंट्री होगी, ठीक है, फॉलो ऑफ S क्या है आपका ओनली डॉलर, सो एक रिड्यूस एंट्री यहाँ पे होगी आपकी। नाउ इन दैट केस B इनपुट पर आप जिस स्टेट पे जा रहे हैं दैट इज दिस स्टेट, ठीक है, इस स्टेट पे अगेन S का प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है, सो अगेन फॉलो ऑफ S, सॉरी दैट इज नॉट S, आई थिंक इट इज रॉन्ग, ये आपका A tends to डॉट A डॉट, ठीक है, जब A इनपुट देंगे तो ये इसका प्रोडक्शन था, ये A का प्रोडक्शन, दैट इज A एंड A, ठीक है, प्रोडक्शन वही रहेगा, जस्ट आपने S की जगह A लिखना, ठीक है, यहाँ पर आपका A का प्रोडक्शन चल रहा है, दैट इज A, फॉलो ऑफ A, व्हाट इज द फॉलो ऑफ A, तो A राइट हैंड साइड में कहाँ आ रहा है, दो प्लेस पे, इन दोनों के बाद जो लिखा उसका फर्स्ट यानी कि प्लस और हैश, फॉलो ऑफ A इज प्लस ऑफ हैश, दैट इज प्लस एंड हैश, फॉलो में दो एंट्री होगी आपकी, दैट इज प्लस एंड हैश। क्लियर, नाउ सो इसके लिए दो रिड्यूस एंट्री, नाउ फॉलो ऑफ A अगेन इसके दो रिड्यूस एंट्री, फॉलो ऑफ B, अब देखिए B का फॉलो दो जगह पे आ रहे हैं, दोनों A के प्रोडक्शन में आप, तो दोनों जगह बीटा इज नल, यानी इट जनरेट बाय A, तो A के फॉलो जो आ रहा है वो B का फॉलो होगा, दैट इज आल्सो फॉलो ऑफ B, सो अगेन टू एंट्री, तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पे, 2 4 6 7 8 8 रिड्यूस एंट्री आपकी होगी, सो आंसर इज 8, टोटल 8 रिड्यूस एंट्रीज आर देयर, सो आंसर इज 8, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इन द SLR टेबल ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर, कितनी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आपके होंगे यहाँ पर, देखिए ग्रामर जो आपको दिया दैट इज दिस, इसके लिए शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट पूछा आपको, सो इज दैट शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट टू फर्स्ट क्रिएट ऑगमेंटेड ग्रामर S tends to डॉट S, फिर S के सारे प्रोडक्शन डॉट AS डॉट BS एंड डॉट A, दैट इज दिस ग्रामर, क्या इज राइट नंबर, इस पे कैपिटल S इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज दिस। हमें शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट देखना है, तो जिस आइटम से शिफ्ट रिड्यूस आ सकता है उसके लिए हम चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे डॉट के बाद दोनों जगह A, यानी A इनपुट अप्लाई करने पे आपका लास्ट वाला प्रोडक्शन रिड्यूस होगा और इधर आपको शिफ्ट एंट्री होगी, दैट इज A डॉट S, एंड सेकंड वाले के लिए आप क्या बोलेंगे, दैट इज A डॉट, इन दोनों के डॉट को हमने एक साथ शिफ्ट कर दिया, A डॉट S एंड A डॉट। नाउ डॉट के बाद S वेरिएबल आ रहा है तो S के सारे प्रोडक्शन AS BS एंड B डॉट A, ठीक है, AS BS एंड A, तीन प्रोडक्शन है S के, तीनों इंक्लूड कर लिया, गॉट इट। इस पे B इनपुट अप्लाई करेंगे तो अगेन आपका वही आएगा, दैट इज S tends to B डॉट S, एंड अगेन डॉट के बाद S आ रहा है तो S के तीनों प्रोडक्शन AS BS एंड A, ऑल प्रोडक्शन ऑफ S इंक्लूड हियर, तीनों के आगे आपने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। नाउ आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए इस पर्टिकुलर में तो कोई एंट्री नहीं, लेकिन यहाँ शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है आपका, इसके आगे आप S इनपुट देंगे तो देखिए S के साथ ये कंप्लीट रिड्यूस हो गया AS डॉट, तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर कोई शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे A इनपुट अप्लाई करने पे देखिए A पे आपके ये जो दो प्रोडक्शन पे स्मॉल A इनपुट अप्लाई होगा आपका, ठीक है, एक्जेक्टली इन्हीं दो पे आपने यहाँ पे अप्लाई किया था, इससे आपका ये आइटम आ रहा है, यहाँ पे A का लूप लग जाएगा आपका, दैट इज दिस A, B पे यहाँ पे चला जाएगा, दैट इज B एंड दैट इज कंप्लीट, ठीक है। इसके लिए भी अगर आप देखें तो स्मॉल A के लिए आपका जो प्रोडक्शन बनेगा दैट इज AS एंड A, स्मॉल A के लिए यहाँ पे रिटर्न आ देगा, ठीक है, बिकॉज़ A डॉट S एंड A डॉट उसके बाद ये प्रोडक्शन आएगा, ठीक है, स्मॉल B पर दैट इज द लूप ओनली ऑफ फॉर B, सो इसके आगे लो नहीं कर रहा आपका, सो इसी एक आइटम में शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आपका आ सकता है फॉर दिस आइटम ओनली। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर आप देखें तो S के प्रोडक्शन में एक्जेक्टली ये रिड्यूस हुआ, यहाँ से रिड्यूस एंट्री, यहाँ पे से रिड्यूस एंट्री, और इस पे आपकी सिर्फ शिफ्ट एंट्री होगी, दैट इज एक कैपिटल S अप्लाई करके आप इसमें भी एक प्रोडक्शन है इसको भी रिड्यूस कर दें, दैट इज दिस A पे का चला गया, B पे लूप लग गया, यहाँ पे A का लूप लग गया और B पे इधर आ गया, प्रोडक्शन एक्जेक्टली सेम है। नाउ हियर दैट इज द रिड्यूस एंट्री, सो फाइंड द फॉलो ऑफ S, द फॉलो ऑफ S क्या आएगा आपका, सो S
कंटेन ओनली डॉलर, फॉलो ऑफ एस कंटेन ओनली डॉलर, ठीक है। एस राइट हैंड साइड में यहाँ पे इसका बीटा नल, यहाँ पर इसका बीटा नल है, तो जिससे फॉलो निकाल रहे हैं उसी का फॉलो इंक्लूड करना है, सो दैट फॉलो इज ओनली डॉलर, ठीक है। सब क्या आएगा आपका डॉलर आएगा, सो दैट केस हम क्या बोलेंगे यहाँ पर फॉलो ऑफ एस कंटेन ओनली डॉलर, सो डेफिनेटली जब डॉलर कंटेन कर रहा है आपका, सो कहीं आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं, ठीक है। शुड रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होगा क्या, नहीं होगा। देखिए ये पूरा टास्क करके भी चेक कर सकते हैं, इनिशियली आप फॉलो ऑफ एस कैलकुलेट कर लें, जब फॉलो ऑफ एस में सिर्फ डॉलर ही आएगा तो आप किसी भी इनपुट पे शिफ्ट की एंट्री कभी भी डॉलर में नहीं करते, तो डॉलर पे शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल है क्या, नहीं है। यानी कि आप जब भी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट पूछे आपके पास एक ही आइटम है दैट इज एस ओनली, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, उसका फॉलो निकालें, दैट कंटेन इफ ओनली डॉलर, देन आप क्या बोलेंगे, कभी भी उस पे शिफ्ट की एंट्री नहीं होगी, तो देयर इज नॉट एनी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। सो यहां पे भी आपका शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन का जो रिड्यूस एंट्री होगी वो कहां पे होगी, डॉलर में, एंड देयर इज नॉट एनी इनपुट फॉर द डॉलर, यानी कोई शिफ्ट एंट्री नहीं है, सो आंसर इज 0। ऑलराइट, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद CLR1 parser. Let's start with CLR1 parser. CLR1 parser क्या होता है आपका, देखिए इन CLR parsing we will be using LR1 items, ठीक है। LR1 items क्या होते हैं, LR का item is defined to the item using look ahead of length k, so LR1 item is comprised of two parts, the LR0 item and look ahead associated with the item, ठीक है। तो CLR जनरली हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो बॉटम अप पार्सर होता है, that bottom up parser is divided that use LR parser, ठीक है। बॉटम अप में हम LR parser यूज करते हैं, तो LR parser जो होता है हमारा फर्दर टाइप्स होते हैं, that is LR0, ठीक है, SLR1 and CLR1 here। so CLR की बात कर रहे हैं यहाँ पे, CLR का फुल फॉर्म आपका होता है that is canonical LR, canonical LR, ठीक है। तो it is based on LR1 item, तो CLR आपका जो होता है वो LR1 item पे बेस्ड होता है। LR1 item क्या होगा आपका, तो LR1 item is equals to LR0 item plus look ahead, ठीक है। एक्जेक्टली एक look ahead यूज करेंगे आप, तो यहाँ पे look ahead की बात कर रहे हैं, मतलब क्या है, सिंगल लेंथ look ahead आपका होगा, ठीक है। so LR1 is the combination of LR0 item plus look ahead, क्लियर। LR0 item मतलब आपका कौन सा आइटम, एनी प्रोडक्शन विद द डॉट इन राइट हैंड साइड, तो भी प्रोडक्शन आपका जो राइट हैंड साइड में डॉट यूज कर रहा है, ठीक है, लाइक दिस कोई भी प्रोडक्शन आपकी डॉट, दैट इज LR0 item, ठीक है। उसके साथ अगर आप look ahead यूज करेंगे तो इट बिकम्स एन LR1 item, ठीक है। सो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं, LR1 parser आर मोर पावरफुल, LR1 parser जो होता है आपका दैट इज मोर पावरफुल parser, और LR1 item वी मॉडिफाई द क्लोजर एंड go to function, ठीक है। यानी जनरली जो आप LR0 में यूज करते हैं, LR0 में जो आप फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ दैट LR1 में आपका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहेगा क्लोजर और go to function में, क्योंकि आप LR0 में सिर्फ LR0 item यूज करते हैं, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या यूज करना है, look ahead यूज करना है, तो उस look ahead का मॉडिफिकेशन रहेगा। तो देखिए एक्जेक्टली प्रोसेस क्या होती है, दैट ऑल पॉइंट्स टू कंस्ट्रक्ट द CLR1 parser and their parsing table, लेकिन इन CLR1 वी प्लेस द reduce node only in look ahead symbol, ठीक है। देखिए जो यहाँ पे reduce की एंट्री होती है वो कहाँ होगी आपकी, सिर्फ जो look ahead वाला पोर्शन है, जो look ahead में सिंबल्स लिखे हैं वहाँ पे आपको reduce की एंट्री करनी है। बट इन केस ऑफ LR0 और SLR में ऐसा नहीं होता है, SLR में हम क्या बोलते हैं कि हम फॉलो फाइंड करते हैं reduce की एंट्री के लिए, और LR0 में हम क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ LR0 वी put the reduce entry in all the terminals, ठीक है। बट इन केस ऑफ SLR जो आपका canonical LR है, in case reduce entry is only in the look ahead symbol, जो look ahead symbol होगा सिर्फ उसी में करना है आपको। Now various steps involved in CLR1 parsing, CLR1 parsing में बहुत सारी स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होती है। तो फर्स्ट वन, चेक द एम्बिग्यूटी ऑफ ग्रामर, देखिए सबसे पहले आपको कोई भी पार्सर हो, व्हाटएवर CLR LLR SLR जो भी आप यूज कर रहे हैं, grammar must be unambiguous. The first condition, primary condition of any parser is the grammar must be unambiguous. अगर आपकी grammar ambiguous है तो ना ही वो LR0 होगा, ना ही SLR होगा, ना ही CLR होगा, कोई भी parser चाहे वो top down का हो या bottom up का, the grammar must be unambiguous, ठीक है। तो ambiguity पहले चेक कर लेना, अगर आपको डायरेक्टली दिख रही है, ambiguity के लिए there is not any algorithm, बट अगर आपको मैन्युअली दिख रहा है कि हाँ ये ग्रामर से किसी एक स्ट्रिंग के लिए दो पार्सर जनरेट हो सकती है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट ग्रामर इज ambiguous। अगर आपकी ग्रामर ambiguous है तो उस केस में आप उसके लिए कोई भी पार्सर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो आप वहीं पे एंड कर देंगे उसको, ठीक है। अदरवाइज हम मान के चल रहे हैं कि ग्रामर इज unambiguous, तो हम क्या बोलेंगे, दैट वी गेट ऑगमेंटेड प्रोडक्शन टू द गिवन ग्रामर, मतलब ग्रामर से ऑगमेंटेड ग्रामर बनानी है आपको, ठीक है ना। फिर आपको क्रिएट करना है कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स, ठीक है। कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR1 आइटम्स, जितने भी LR1 आइटम्स आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपको कंस्ट्रक्ट करना है गो टू ग्राफ विद क्लोजर एंड गो टू फंक्शन, क्लोजर और गो टू फंक्शन की हेल्प से आप क्या करेंगे, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड देन फाइनली यू कंस्ट्रक्ट CLR1 पासिंग टेबल। उसके बाद आप क्या करेंगे, CLR1 पासिंग टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे क्रिएट करते हैं, सो कोई भी ग्रामर है आपकी, मान लीजिए व्हाटएवर द ग्रामर, तो जी ग्रामर के साथ आपने एक सिंबल ऐड किया, दैट इज s टेंड्स टू x, तो s टेंड्स टू s जैसे आप ऐड करेंगे दैट बिकम्स अ ऑगमेंटेड ग्रामर। तो सी आपकी कोई भी ग्रामर दैट लेस s टेंड्स टू a a b, a to a and small a, b to b b and small b, so ये ओरिजिनल ग्रामर है आपकी, जस्ट एड दिस प्रोडक्शन s टेंड्स टू s, नाउ इट बिकम्स ऑगमेंटेड ग्रामर। तो ये ऑगमेंटेड ग्रामर बनानी है आपको फर्स्ट, ठीक है। आफ्टर दैट इट इज कॉल्ड ऑगमेंटेड ग्रामर, ये आपकी ऑगमेंटेड ग्रामर होगी। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग ऑगमेंटेड ग्रामर क्या बनाएंगे, LR1 आइटम्स, कैनोनिकल LR1 आइटम्स, और उन LR1 आइटम्स की हेल्प से आप क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, गो टू ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द गो टू एंड क्लोजर फंक्शंस, ठीक है। एक्जेक्टली LR1 आइटम का आप कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, तो LR1 आइटम इज अ कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम एंड look ahead symbols, ठीक है। तो आप इसको इक्वेशन लिख सकते हैं LR0 आइटम प्लस look ahead। व्हाट इज द look ahead, हाउ टू राइट दैट, तो जैसे हमने बोला स्टार्टिंग वेरिएबल जो है आपका look ऑगमेंटेड ग्रामर का, दैट इज s टेंड्स टू डॉट s, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं आप, दैट स्टार्टिंग ऑगमेंटेड ग्रामर का फर्स्ट प्रोडक्शन है s टेंड्स टू s, ठीक है। तो क्लोजर फाइंड करने के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब भी आप ऑगमेंटेड का क्लोजर फाइंड करेंगे, ठीक है, आप जब LR1 आइटम look ahead आइटम डिफाइन करते हैं, तो look ahead आइटम के लिए आप अगर आपने फाइंड किया क्लोजर ऑफ दैट s टेंड्स टू डॉट s, देखिए इसके क्लोजर में आपको क्या ऐड करना है। नॉर्मली LR0 में हम क्या करते हैं या SLR में क्या करते हैं, इसको एज इट इज इस प्रोडक्शन को लिखेंगे और इसके डॉट के बाद s के सारे प्रोडक्शन लिखेंगे, पर यहाँ पे हमको साथ में क्या लिखना है, look ahead, तो s टेंड्स टू डॉट s और s के साथ आपको क्या ऐड करना है, दैट look ahead ऑफ दैट। तो जो भी ऑगमेंटेड ग्रामर का पहला प्रोडक्शन जिसका आप क्लोजर फाइंड कर रहे हैं, इस केस में इसका look ahead ऑलवेज आता है डॉलर, ठीक है। तो दैट इज अ look ahead, यहाँ पे क्या होता है, इट इज look ahead, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज look ahead, यहाँ पे क्या होगा look ahead, ठीक है। सो आपको आफ्टर क्रिएटिंग द क्लोजर ऑफ दिस फर्स्ट जो आपका ऑगमेंटेड ग्रामर का प्रोडक्शन है, उसका क्लोजर है तो वो प्रोडक्शन लिखा, कॉमा लगा के फिर आपने look ahead, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम look ahead को, ठीक है। नॉर्मल LR0 आइटम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे LR0 आइटम क्या होगा, दैट इज s टेंड्स टू डॉट s, look ahead क्या है इसका डॉलर है इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये आइटम अभी यहाँ पे आपने इतना कंस्ट्रक्ट किया, नाउ रूल सेम है, डॉट के बाद वेरिएबल s आ रहा है तो s के सारे प्रोडक्शन आपको लिखने हैं, वेरिएबल s कंटेन हियर, सो जस्ट राइट ऑल द प्रोडक्शन ऑफ s, s के सारे प्रोडक्शन आप लिखेंगे, ठीक है। s के प्रोडक्शन जितने भी आपने सारे लिखे, ठीक है। अब ओरिजिनल ग्रामर में जितने भी s के प्रोडक्शन है वो सारे आप लिखेंगे, ठीक है। एंड दैट केस यहाँ पे क्या आएगा आपका s का जो भी प्रोडक्शन है, ठीक है, और उसके आगे क्या लगा देना है आपको डॉट,
व्हाटएवर की प्रोडक्शन मान लीजिए हमने लिख दिया P1 P2 डायरेक्ट प्रोडक्शन, ठीक है, एस के P1 P2 लिखा डॉट। अब इन दोनों प्रोडक्शन का लुक हेड होगा, ठीक है, ये दो प्रोडक्शन में क्यों इंक्लूड की, क्योंकि यहाँ पे डॉट के बाद वेरिएबल एस आ रहा है, तो एस के सारे प्रोडक्शन लिखे। अब इन सारे प्रोडक्शन का लुक हेड सेम होगा, तो वो क्या होगा आपका, तो दैट इज फर्स्ट ऑफ इन दैट केस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस केस के बाद कुछ लिखा होगा, तो ये तो फर्स्ट ऑगमेंटेड ग्रामर है आपकी, तो इसका पहला प्रोडक्शन ये हो गया। लुक हेड ऐड करने का रूल क्या होता है आपका, अगर आपका प्रोडक्शन है मान लीजिए लाइक A टेंड्स टू अल्फा डॉट कैपिटल B बीटा एंड लुक हेड का, यानी किसी भी स्टेज पे अगर आपका ये एक आइटम आपका जनरेट हो रहा है, किसी आइटम में ये प्रोडक्शन आपका जनरेट हुआ अल्फा डॉट B बीटा गामा, तो इन दैट केस आप क्या लिखेंगे, डॉट के बाद वेरिएबल B आ रहा है, तो B के सारे प्रोडक्शन इंक्लूड कर देंगे आप, ठीक है। B के जितने भी प्रोडक्शन है उन सारे प्रोडक्शन में आपने मान लीजिए P1 P2 दो प्रोडक्शन है, उन दोनों के आगे आपने डॉट लगा दिया, ठीक है। B के सारे प्रोडक्शन लिखने हैं आपको, एंड इन आर प्रोडक्शन जितने भी प्रोडक्शन आपने B के वहां पे लिखे उन सबका लुक हेड कहां से कैलकुलेट होगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, बिकॉज़ यहाँ पे आपका डॉट के बाद B आया था इसलिए आपने B के प्रोडक्शन ऐड की, तो लुक हेड यहाँ से फॉलो करेंगे। सो व्हिच ऑफ द लुक हेड, देखिए B के बाद जो भी लिखा है दैट इज बीटा, B के बाद जो टर्मिनल वेरिएबल्स होगी वो लेना है, एंड उसके साथ गामा दोनों का कॉम्बिनेशन करके फर्स्ट ऑफ बीटा गामा कैलकुलेट करना है। तो ये फर्स्ट ऑफ बीटा गामा, फर्स्ट ऑफ बीटा गामा, ठीक है, ये किया आपने, तो फर्स्ट ऑफ बीटा गामा कैलकुलेट करें, उसको दोनों प्लेस करते हैं, एक्जेक्टली सेम लुक हेड आएगा B के सारे प्रोडक्शन में, बिकॉज़ आपने B के प्रोडक्शन इंक्लूड क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे डॉट के बाद B आ रहा था, B के प्रोडक्शन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, उसका लुक हेड यहाँ से कॉपी करेंगे, B के बाद जो लिखा है दिस एंड दिस, इन दोनों को साथ में रखना है, फर्स्ट कैलकुलेट करना है। तो ये फर्स्ट का प्रोसीजर वही होगा, पहले बीटा का फर्स्ट निकालेंगे, जब बीटा में नल आता है तो गामा पे जाना है, अदरवाइज बीटा का जो फर्स्ट है वही जैसे जाएगा आपका, ठीक है। तो दैट इज दी गई। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो सेम रूल, ये रूल आपको फॉलो करना है ऐसे, ठीक है, ये आपका इस टाइप से दैट इज दिस जो हमने रूल लिखा, ठीक है, A टेंड्स टू अल्फा डॉट B बीटा, ठीक है। तो B के सारे प्रोडक्शन में आपको क्या करना है, जस्ट दैट गामा गामा की प्लेस पे कुछ भी हो, फर्स्ट ऑफ बीटा ये आपको कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ बीटा गामा फर्स्ट ऑफ बीटा, ठीक है, लाइक दिस। उसका फर्स्ट कैलकुलेट करके उन दोनों B के प्रोडक्शन का लुक हेड आप उसको बोलेंगे। तो देखिए इन दैट केस अगर आप देखिए तो देयर इज नॉट एनी बीटा, ठीक है, यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, बीटा इज नल, बीटा इज नल, बीटा क्या है आपका नल, बीटा नल अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल हो गया आपका, ठीक है। इस रूल के करस्पॉन्डिंग अगर आप देखिए तो बीटा नल है, तो फर्स्ट ऑफ बीटा इनटू गामा लिखेगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ नल इनटू डॉलर, गामा क्या है आपका डॉलर, ठीक है। इसीलिए हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे इनिशियली स्टार्टिंग वेरिएबल का जो प्रोडक्शन है ऑगमेंटेड ग्रामर का, उसके लुक हेड में हम डॉलर यूज करेंगे, तो दैट इज नल डॉट डॉलर, ठीक है। तो देखिए नल आपका एम्प्टी है, दैट इज नल डॉट डॉलर, सो नल डॉट डॉलर ऑब्वियसली क्या आएगा, सिर्फ डॉलर आएगा, फर्स्ट ऑफ डॉलर इज डॉलर, यानी कि इस कंप्लीट प्लेस पे आप क्या रिप्लेस कर देंगे, दैट इज रिप्लेस बाय डॉलर, ठीक है। तो इसका लुक हेड क्या बना, ये क्या एक्जेक्टली करने वाले हैं, एस डॉट एस डॉलर, एस एस के जितने भी प्रोडक्शन आपने लिखे उन सब के आगे डॉट लगा, प्रोडक्शन लिखा आपने, दैट इज दिस P1 P2, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ गामा डॉलर, वो आपने यहाँ पुट किया, दैट इज डॉलर ओनली, और सेम यहाँ पे भी आएगा, एस के जितने भी प्रोडक्शन है उन सब में आएगा। अब मान लीजिए एस के प्रोडक्शन पे आपने डॉट लगा के जो भी प्रोडक्शन इसमें कोई वेरिएबल होगा, तो फर्दर उस वेरिएबल को इंक्लूड करना है, जैसे हम नॉर्मली एसएलआर एलआरसी का प्रोसीजर यूज करते हैं, ठीक है। तो P1 और P2 इसमें आप क्या करेंगे, P1 के करस्पॉन्डिंग मान स्टार्टिंग में कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल के प्रोडक्शन और फिर उसका लुक हेड कहां से कॉपी करेंगे, तो ऑब्वियसली इस प्रोडक्शन से कॉपी करना है। लेकिन यहाँ पे बीटा नल है और यहाँ पे क्या है, उसके जो भी होगा आपका बीटा है, इसमें मान लीजिए क्या कुछ टर्मिनल होंगे, P1 के आगे कुछ टर्मिनल हुए, तो उसके थ्रू बीटा गामा का बस निकाल के उसमें आप कैलकुलेट करें। तो आप जिस भी डॉट के बाद जो वेरिएबल आ रहा है जिसका भी प्रोडक्शन आप इंक्लूड करें, उसका लुक हेड वहीं से कॉपी करना है जिसके थ्रू आपने उसे क्या किया, इंक्लूड किया। जैसे हम बोल रहे हैं कि ये दो प्रोडक्शन हमने इंक्लूड की, क्योंकि यहाँ पे डॉट के बाद ऐसा इन दोनों का लुक हेड यहाँ से निकालना है, फिर मान लो इसके थ्रू को इंक्लूड करेंगे हम प्रोडक्शन, तो फिर उसका लुक हेड यहाँ से कैलकुलेट करना है, इसके थ्रू को इंक्लूड करते तो वहाँ का लुक हेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दैट बिकम्स आइटम, ये आपका क्या बनेगा, मान लीजिए आपका इसके बाद कोई और प्रोडक्शन जनरेट नहीं हो रहा, सो दैट इज आइटम, इसको क्या बोलेंगे आइटम, दैट इज एलआर आइटम, ये क्या बनेगा आपका एलआर आइटम, यानी कि एलआर आइटम क्या कहलाता है, लुक हेड प्लस एलआर आइटम, एलआर आइटम हमें ऑलरेडी यहाँ पे जो लिखा है कॉमा के पहले, कॉमा के बाद जो लिखा है दैट इज लुक हेड, ये तो दैट इज दी, इस तरीके से आपको चेक करना है ना। अब देन एलआर आइटम कंस्ट्रक्ट किया, फिर कंस्ट्रक्ट करना है आपको गोटू ग्राफ, तो गोटू ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ गोटू ग्राफ के लिए हमें लिखना है दैट स्टेट i0, गोटू ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, आइटम से बनाते हैं, जितने भी आइटम्स आपके पास सारे आइटम मिलकर बनाएंगे, दैट इज गोटू ग्राफ ना। क्लोजर ऑफ ऑगमेंटेड ग्रामर L1, जो i0 आइटम होता है वो क्या होता है आपका ऑगमेंटेड ग्रामर का L1 जो क्लोजर बनेगा, जो हमने यहाँ पे अभी एग्जांपल के लिए दिखा था, एस दिस टू डॉट एस कॉमा डॉलर, फिर एस के सारे प्रोडक्शन उसके साथ जो भी उसका लुक हेड है दैट इज ऑब्वियसली डॉलर आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग वेरिएबल में डॉलर ही आना है, इसके बाद लुक हेड चेंज हो सकता है आगे के प्रोडक्शन में, या इसके एस के अगले प्रोडक्शन जो आप यहाँ इंक्लूड करेंगे हो सकता है उसमें चेंज हो जाए। सो ये आइटम आपने क्या बोला, दैट इज i0, ठीक है। फिर i0 से आप जो भी इनपुट अप्लाई करेंगे ठीक गोटू फंक्शन के थ्रू, उस इनपुट के थ्रू आपको नेक्स्ट आइटम i1 मान लो मिला, फिर i2 मिल रहा है, तो जब भी आप यहाँ पे एक इनपुट अप्लाई करेंगे, ठीक है, इनपुट अप्लाई करने पे आपको क्या करना है, जस्ट डॉट को शिफ्ट करना है, ठीक है। लुक हेड एज इट इज कॉपी होगा आपका, यानी कि मैंने मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल एस अप्लाई किया, तो इन दैट केस क्या होगा आपका, आफ्टर अप्लाइंग कैपिटल एस, जैसे आपने कैपिटल एस अप्लाई किया डॉट शिफ्ट होगा, यानी कि आप गोटू फंक्शन पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। डॉट आपका शिफ्ट हुआ तो क्या आएगा, एस डिस्टेंस टू एस डॉट, और लुक हेड जो है वो एज इट इज कॉपी कर लेना है आपको, जब डॉट को आप शिफ्ट करने तो लुक हेड उसका एज इट इज कॉपी होगा, और डॉट के बाद मान लो कोई वेरिएबल आता है तो उसके प्रोडक्शन इंक्लूड करते हो, फिर उसका लुक हेड यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज सेम प्रोसीजर टू कैलकुलेट लुक हेड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ बीटा गामा, अगर बीटा नल है तो जो गामा है वो एज इट इज फर्स्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर गोटू ग्राफ से आप क्या करेंगे, गोटू ग्राफ को क्या बोलते हैं, दैट इज ईएफएल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना है आपको इसमें पासिंग टेबल ऑफ L1, तो L1 पासिंग टेबल में आप उसको क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये हमने इस तरीके से डिजाइन किया, दैट इज i1, ठीक है। फिर हमने बोला दैट सेकंड आइटम दैट इज i2, ठीक है, फिर i3 जो भी इंक्लूड होते जा रहे हैं, फिर इसको फर्दर फ्लो करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू इनपुट, तो दैट इज कॉल्ड गोटू ग्राफ, ठीक है। नाउ इन दैट ग्राफ, अब इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, तो दिस ग्राफ यूजिंग दैट ग्राफ वी डिजाइन टेबल, तो व्हाट इज द रूल्स टू डिजाइनिंग टेबल, तो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सीआर टेबल का क्या रूल होता है आपका। नाउ आपको इनपुट क्या दैट इज ऑगमेंटेड ग्रामर, फिर आपने सारे कैनोनिकल आइटम कंस्ट्रक्ट कर लिए, बात LR0 आइटम की हेल्प से, ठीक है। कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स 4G जो भी लुक हेड होगा उसके साथ अपडेट करेंगे ना। स्टेट i इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम i, द पासिंग एक्शन स्टेट i आर डिटरमाइंड एज फॉलोस, जैसे आपने ग्राफ गोटू ग्राफ डिजाइन किया हमने, ठीक है, उसी की हेल्प से क्या बोल रहे हैं कि ऑगमेंटेड ग्रामर है, ठीक है। उसका जो मान लो फर्स्ट प्रोडक्शन है उसका आपने i0 आइटम बनाया, फिर कोई भी पर्टिकुलर a टेंड्स टू क्वेश्चन मार्क डॉट क्वेश्चन मार्क, तरीके से आपने कैलकुलेट किया यहाँ पर इस पर्टिकुलर पे आपने जैसे i स्टेट, ठीक है। देखिए पहला जो आपको सेकंड जो आपका रूल है उसके करस्पॉन्डिंग फर्स्ट पॉइंट दिया क्या है, a टेंड्स टू क्वेश्चन मार्क डॉट a क्वेश्चन मार्क कॉमा b, तो यहाँ पे जो a है, ठीक है, ये इनपुट आपका जिस भी स्टेट पे जा रहे हैं, इस स्टेट पे आप कौन सा इनपुट अप्लाई करेंगे, दैट इज स्मॉल a,
स्मॉल के इनपुट अप्लाई करने पे आप जिस भी स्टेट पे जा रहे हैं दैट स्टेट, इन दैट स्टेट हम क्या बोलेंगे कि वो क्या बनेगा आपका डॉट को शिफ्ट कर देगा ए डॉट, ठीक है, व्हाटएवर द स्टेट जो भी नया प्रोडक्शन आएगा उस प्रोडक्शन को मान लीजिए आई स्टेट है दैट बिकम्स आई स्टेट। तो एंट्री कैसे करना है आपको टेबल में आई ए की करस्पॉन्डिंग जस्ट लाइक शिफ्ट जे, ठीक है, जैसा हम एलास रो एसएलआर में करते हैं एक्जेक्टली वही रूल है यहाँ पे, ठीक है, कि आपकी स्टेट नंबर आई पे इनपुट ए अप्लाई करने पे स्टेट नंबर आई दैट इज दिस, इस पे इनपुट ए अप्लाई किया आपने, सो कहां पे जा रहे हैं आप दैट स्टेट जे, तो आपको क्या लिखना है एस जे, ठीक है, आई जे स्टेट पे जा रहे हैं आप तो एस जे लिखेंगे, क्लियर, एक्जेक्टली वही रूल है आपका, ठीक है। एंड इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपका यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू एस, ठीक है, ए बिलोंग्स टू दिस लिखा आपने डॉट ए, फिर आपने कॉमा लगाया यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू एस, देन सेट एक्शन आई ए टू रिड्यूस ए टेंड्स टू दिस, ठीक है, यानी रिडक्शन की एंट्री करेंगे आप, अगर रिड्यूस वाला कॉलम आया आपका तो फिर अगर मान लीजिए आपका दिस टाइप ऑफ एक्शन स्टार्टिंग वेरिएबल रिड्यूस हो रहा है एस डॉट, ठीक है, आप एस टेंड्स टू एस डॉट लिखते हैं, सो इन दैट केस आप क्या करेंगे सेट एक्शन एंट्री आई कॉमा डॉलर, यानी आप जब भी स्टार्टिंग वेरिएबल रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग वेरिएबल को रिड्यूस करने के केस में क्या बोलते हैं डॉलर में आपको क्या लिखना है एक्सेप्ट लिखना है, जस्ट लाइक एक्सेप्ट जिस आइटम में आपने मान लीजिए आइटम में उस पर्टिकुलर आइटम के करस्पॉन्डिंग कर देंगे आप एक्सेप्ट। हां, इफ एनी conflicting action are generated by the rules then we say that the grammar is not a CLR, अगर कोई भी conflicting operation होता है तो grammar आपकी CLR नहीं होगी, क्लियर, the grammar is not CLR। हां, तो go to transition for state I are constructed for all non terminal A using the rule, अगेन वही go to transition किसके लिए करना है आपको, मान लीजिए आपका कोई भी I स्टेट है, ठीक है, उस पे नॉन टर्मिनल इनपुट दिया आपने, मान लीजिए एक स्टेट पे आपने कोई स्टेट है उस पे आपने एक नॉन टर्मिनल कैपिटल इनपुट दिया है, तो जिस भी स्टेट पे जा रहा है, ठीक है, उस स्टेट पे आपको क्या करना है वहां पे उस स्टेट का नेम लिख देना है, क्लियर, जस्ट राइट द नेम ऑफ दैट स्टेट, क्लियर, तो स्टेट का नेम लिख दिया, फिर अगर आपकी जो भी ब्लैंक एंट्री होगी वो क्या कहलाएगी आपकी एरर एंट्री कहलाएगी, ठीक है, अगर सारे सेल फिल नहीं हुए तो आप उसको क्या बोलेंगे ब्लैंक एंट्री। हां, इन दैट केस ये आपके जो है दैट इज शिफ्ट एंड रिड्यूस की एंट्री हमने कर दी, ठीक है, फिर आपके वेरिएबल पे जो एक्शन आई उसमें जस्ट आपको क्या लिखना है उस स्टेट का नेम लिखना है, यहां पे हम क्या लिखते हैं एस जे, कैपिटल में मान लीजिए ए पे जा रहा है तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे ओनली, ठीक है, तो दैट इज द वे टू कंस्ट्रक्ट, इस तरीके से आपको क्या करना है उसे कंस्ट्रक्ट करना है। नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम समझते हैं कि हाउ टू क्रिएट दैट ऑल थिंग्स। सो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, ग्रामर इज एस टेंड्स टू एस एंड एस टेंड्स टू ए, शॉर्ट ग्रामर ले रहे हैं यहाँ पे सिंपल, ठीक है, सो दैट इज गिवन ग्रामर। नाउ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट ऑगमेंटेड ग्रामर, ठीक है, सो ऑगमेंटेड ग्रामर क्या हो गया आपकी, दैट ऑगमेंटेड ग्रामर इज इंक्लूड एस टेंड्स टू एस, एस ए एस एंड एस टू ए, ठीक है, तीन प्रोडक्ट्स इंक्लूड किया आपने ऑगमेंटेड ग्रामर में, एस टेंड्स टू एस टू ए एस एंड एस। नाउ फ्रॉम दिस ग्रामर आप सबसे पहले क्या निकालेंगे क्लोजर ऑफ स्टार्टिंग प्रोडक्शन दैट इज एस टेंड्स टू डॉट एस, ठीक है, इसका क्लोजर निकाला आपने एस टेंड्स टू डॉट एस का, ठीक है, क्लोजर में आपका क्या आएगा, ठीक है, हमें पता है क्लोजर जब भी हम फाइंड करेंगे इसके साथ आपको क्या लिखना है डॉलर एस टेंड्स टू डॉट एस एंड डॉलर लिख दिया, ना जैसे आपने डॉलर लिखा है यहाँ पर एंड दैट आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर एस के सारे प्रोडक्शन डॉट के बाद एस आ रहा है तो इसके सारे प्रोडक्शन उसके आगे डॉट लगा के दो प्रोडक्शन है दोनों आगे निकाल दिया डॉट लिख दिया दैट इज दिस। आफ्टर दैट अब यहाँ पर हम इसको इनपुट दैट इज ओके चलिए ए मान लेते हैं, ठीक है, नाउ एस टेंड्स टू डॉट ए, अब इसका लुकआउट, तो देखिए इसका लुकआउट कहां से देखते हैं, हमारा रूल क्या है लुकआउट फाइंड करने का, इफ द प्रोडक्शन इज लाइक ए टेंड्स टू अल्फा डॉट बी बीटा, तो बी के प्रोडक्शन में लुकआउट आएगा बीटा कॉमा गामा, फर्स्ट ऑफ बीटा गामा, तो बीटा इज नल, गामा इज डॉलर, तो फर्स्ट ऑफ डॉलर इज डॉलर, यहाँ पे भी डॉलर आ जाएगा यहाँ पे, तो देखिए जब भी आप i0 आइटम फर्स्ट दैट आइटम इज कॉल्ड i0, जैसे ही आप i0 आइटम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, i0 आइटम में आपको ये प्रोडक्शन फिक्स है, कोई भी ग्रामर आप सीला पास बनाएंगे तो ये फिक्स है लिखना है आपको। नाउ एस टेंड्स टू डॉट एस कॉमा डॉलर लिखा आपने, तो एस के सारे प्रोडक्शन लिख दिया और उसका लुकआउट ऑलवेज डॉलर ही होना है, क्योंकि यहाँ पे आपका हमेशा बीटा नहीं रहेगा स्टार्टिंग के केस में, तो i0 आइटम में s के प्रोडक्शन है उसमें आपका लुकआउट डॉलर ही आना, ठीक है, बिकॉज़ बीटा इज नल तो डॉलर का फर्स्ट डॉलर ही आएगा, तो s के सारे प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हमें देखना है s के बाद डॉट के बाद कोई वेरिएबल है, अगर वो वेरिएबल होता है तो उस वेरिएबल के प्रोडक्शन इंक्लूड करते हैं ग्रामर के, और फिर उनका लुकआउट सेपरेटली यहाँ से अगर वेरिएबल जनरेट हुआ तो यहाँ से लुकआउट कॉमन करेंगे, तो मान लीजिए इस के की जगह कैपिटल ए होता है तो कैपिटल ए का प्रोडक्शन लिखते हैं और फिर लुकआउट यहाँ से निकालते हैं फर्स्ट ऑफ s डॉलर, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं, तो दैट इज द वे। बट अभी हमें यहाँ पे कोई वेरिएबल जनरेट नहीं हो रहा है s के प्रोडक्शन से, सो दैट इज i0 आइटम। नाउ अगेन इनपुट सेम है आपका कैपिटल s अप्लाई किया, कैपिटल s अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा s टेंड्स टू s डॉट, जब भी आप इनपुट अप्लाई करेंगे यानी गोटो फंक्शन पे आप वर्क कर रहे हैं, सो गोटो फंक्शन के थ्रू आप क्या बोलते हैं दैट इनपुट इज अप्लाइड, इट इज क्लोजर, इट इज गोटो, ठीक है, s पे जो इनपुट दे रहे हैं दैट इज गोटो, तो s टेंड्स टू s डॉट और जो लुकआउट है वो s रिस्पॉन्ड करेंगे, डॉट के बाद हम लोग को वेरिएबल आता है फिर उसका लुकआउट हम लिखते हैं, बट अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, तो दैट इज i1 आइटम, ये आइटम बन गया। हां, इनपुट s पे आपने इनपुट a अप्लाई किया, तो ये इनपुट आपके पास यहाँ पे दो पर्टिकुलर क्या है दैट इज द प्रोडक्शन जिसमें डॉट के बाद a लिखा है, तो दोनों के a यहीं पे शिफ्ट होंगे, तो 1 बाय 1 पहले फर्स्ट वाले का शिफ्ट किया आपने s टेंड्स टू a डॉट s कॉमा डॉलर, तो a डॉट s कॉमा डॉलर आपने लिखा, सो दैट केस क्या होगा आपका यहाँ पर क्या आ गया कैपिटल S, S के सारे प्रोडक्ट डॉट ए, ठीक है, S के सारे प्रोडक्शन लिखने हैं आपको और इन दोनों पे S के जितने प्रोडक्शन आप लिखेंगे इस पे लुकआउट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो अगेन देखिए डॉट के बाद S था, S के सारे प्रोडक्शन अगेन बीटा इज नल, या दैट इज नॉट एनी बीटा, तो बीटा क्या आपका नल, बीटा और डॉलर, यानी कि नल डॉट डॉलर क्या है डॉलर का फर्स्ट दैट इज डॉलर ओनली, दोनों जगह डॉलर है। नाउ इसको आपने एक्सटेंड किया, इसका इनपुट एक्सटेंड किया तो क्या आएगा a डॉट एंड इसका लुकआउट एज इट इज, जैसे डॉट शिफ्ट कर रहे हैं तो लुकआउट को जस्ट कॉपी करना है, अब डॉट के बाद नहीं वेरिएबल आता तो फिर हम उसे इंक्लूड करते हैं, बट दैट इज नॉट एनी वेरिएबल, सो दिस आइटम इज i2, ये आइटम क्या बन गया आपका i2। नाउ अब अगर हम यहाँ पे देखें पर्टिकुलर इस पे कैपिटल S इनपुट आएगा आपका, दैट कैपिटल S टेंड्स टू as डॉट लुकआउट एज इट इज दैट इज डॉलर, ठीक है, ये बना दिया। नाउ आफ्टर देन इस पे इनपुट, तो देखिए इनपुट के लिए जो प्रोडक्शन आपका यहाँ पे बन रहा है एक्जेक्टली ए के लिए वही प्रोडक्शन यहाँ पे थे आपके दो प्रोडक्शन, लुकआउट भी सेम था, लुकआउट भी देखना है, लुकआउट भी सेम है तो प्रोडक्शन भी सेम है, यानी जो आइटम आपका बनेगा एक्जेक्टली ये आइटम बनेगा, ठीक है, मैं इस पे इनपुट a अप्लाई करता हूं, ठीक है, फिर अप्लाई इनपुट a, तो देखिए पहले यहाँ पे डिजाइन करके देख लेते हैं, इनपुट पे क्या आएगा आपका s टेंड्स टू a डॉट s, ठीक है, और इसके बाद डॉलर एज इट इज ये वाला a शिफ्ट किया इस डॉट को शिफ्ट किया, सो s के प्रोडक्शन अगेन वही डॉट a s a एंड डॉट a, दोनों प्लेस पे क्या आएगा आपका डॉलर ही आएगा, क्योंकि जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बीटा इज नल एंड फर्स्ट ऑफ डॉलर इज डॉलर ओनली, दैट इज दिस, फिर आपने क्या लिख दिया a डॉट, इस डॉट को शिफ्ट किया दैट इज दिस डॉट a को शिफ्ट डॉट को शिफ्ट किया दैट इज दिस एंड इसका लुकआउट एज इट इज डॉट कॉपी, तो देखिए दोनों आइटम एज इट इज आपके दैट i2 एंड दिस आइटम एक्जेक्टली सेम, तो नया बनाने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे उसी आइटम पे लूप लगा देंगे ए का, सो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या बोलते हैं कि ये जो एक इनपुट के लिए आपने अगर आइटम बनाया दैट इज एक्जेक्टली सेम लाइक i2, सो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या बोल दिया i2 का लूप लगा दैट इज a। नाउ इसके अलावा इनपुट क्या आता नहीं, सो ये आगे ग्रो नहीं करेगा, ठीक है, इट विल एंड अप हियर दैट इज दिस। अब देखिए
इन दैट केस अब आपको एंट्री जो करनी है टेबल की वो कैसे डिजाइन करेंगे आप, टेबल कैसे डिजाइन करेंगे, तो देखिए टेबल बनाने का रूल वही आपका, दैट इज एसएलआर में आप यूज करते हैं I0 I1 I2 एंड दिस स्टेट फॉर्म में बोलते हैं I3, ठीक है, जितनी स्टेट्स हैं सारी रो में आएगी आपकी, एंड कॉलम में आपका क्या आएगा इनपुट, एक्जेक्टली एक इनपुट है ए और एक डॉलर लिखना है आपको, जो वेरिएबल्स हैं वो यहां पे लिखने हैं, दैट इज कॉल्ड गो टू एंट्री, इसको हम गो टू एंट्री बोलते हैं, एंड इट इज एक्शन एंट्री, दैट इज कॉल्ड एक्शन एंट्री, ओके, तो एक ही वेरिएबल है आपका गो टू एंट्री। नाउ अब अगेन इनपुट जो आपका शिफ्ट एंट्री एक्जेक्टली सेम रहेगी, दैट चेंजेस इन बिटवीन द रिड्यूस एंट्री, तो I0 पे ए इनपुट पे कहां जा रहे हैं I2 पे, I0 पे ए इनपुट पे कहां गए I2 पे, तो आपको क्या लिखना है S2, इसके अलावा इनपुट है दैट इज कैपिटल S पे कहां गए I1 पे, क्या लिखना है 1 ओनली। नाउ I1 आपका क्या हो चुका है रिड्यूस हो चुका है, तो देखिए I1 रिड्यूस हुआ है, इसके लूप हेड में क्या लिखा है आपने डॉलर, तो I1 रिड्यूस हुआ है और इससे स्टार्टिंग वेरिएबल रिड्यूस हो रहा है आपका S डिस्टेंस टू S डॉट लिखा है, तो I1 के डॉलर में आपको क्या लिख देना है दैट इज एक्सेप्ट, I1 के डॉलर में हम क्या बोलेंगे इट इज एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट हो गया आपका। नाउ I2 स्टेट की अगर आप बात करें, I2 स्टेट पे ए इनपुट पे कहां जा रहा है I2 पे जा रहा है, दैट इज S2 ओनली, ठीक है, I2 की जगह हम लिखना है S2 शिफ्ट की एंट्री, कैपिटल S पे कहां गए हम 3 पे, यहां 3 लिख दिया दैट इज 3 ओनली। नाउ अब I3 आइटम आपका रिड्यूस हुआ है, देखिए कहां पे आपका रिड्यूस की एंट्री होने वाली है, पहले वो हम फाइंड करें जहां पे फाइनल डॉट मिल रहा है, देखिए ये फाइनल डॉट था, इसकी रिड्यूस की एंट्री ऑलरेडी हमने कर दी, दैट इज एक्सेप्ट हियर, एक्सेप्ट हियर, ठीक है, फिर आपका एक रिड्यूस यहां पे हो रहा है दैट इज दिस आइटम जनरेट रिड्यूस एंट्री, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनल डॉट मिला दैट इज दिस, इसमें भी रिड्यूस की एंट्री होगी दैट इज दिस, बट अब आपको रिड्यूस की एंट्री कहां पे करना है, तो देखिए रिड्यूस की एंट्री इज डन इन द लुक एड ओनली, ठीक है, रिड्यूस एंट्री इन लुक एड सिंबल, ठीक है, रिड्यूस एंट्री कहां पे करनी है आपको इन द लुक एड सिंबल्स ओनली। तो यहाँ पे पहले तो आपको R2 आइटम में इस रिड्यूस की एंट्री करनी है, तो व्हाट इज द प्रोडक्शन नंबर, देखिए प्रोडक्शन नंबर भाई आप इसको R1 बोलना है, पहला प्रोडक्शन और सेकंड को R2 बोलना है, सो लुक एट की एंट्री कर रहे हैं आप R1 में, ठीक है, यानी कि आपका कौन सा प्रोडक्शन रिड्यूस हुआ दैट इज R2, तो I2 में R2 लिखना है, कहां पे लिखेंगे I2 में R2, तो उसके लुक एट में जो सिंबल है, तो देखिए ये प्रोडक्शन नंबर है आपका R2, स्टेट कौन सी I2, तो I2 में R2 लिखेंगे इस प्लेस पे जहां पे वो लुक एट लिख रहा है, तो दैट इज डॉलर, तो I2 में डॉलर में आपने क्या लिखा दैट इज R2, तो ये R2 की एंट्री कर दिया क्लियर, दैट इज लुक एट, ये लुक एट बन गया आपका। नाउ आफ्टर देन सेकंड आपका रिड्यूस यहां पे हो रहा है दैट इज दिस, ठीक है, इस केस में ये कौन सा नंबर का प्रोडक्शन है दैट इज R1, R1 कहां लिखना है I3 में, किस प्लेस पे किस सेल में जहां डॉलर लिखा है, I3 के डॉलर में क्या आ जाएगा आपका, तो देयर इज नॉट एनी मल्टीपल एंट्री, कोई मल्टीपल एंट्री है किस सेल में नहीं है, सो इट इज CLR, ये CLR1 होगा आपका बिकॉज़ देयर इज नॉट एनी मल्टीपल एंट्री इन द टेबल, क्लियर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड CLR पार्सर। तो इस तरीके से देखना आपको इट इज CLR, तो देखिए CLR जो होता है आपका इट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर्ड टू अदर ऑल पार्सर, दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे कि CLR जब भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो CLR में आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स एज कंपेयर्ड टू SLR LR0 आपका जो भी पार्सर होता है उससे ग्रेटर होगी, इट जनरेट मैक्सिमम स्टेट, ठीक है, अमंग ऑल पार्सर्स, गॉट इट, एंड लेट्स स्टार्ट विद CLR1 parser example. So the question is grammar is CLR1 on, चेक करने की कीमत आपका CLR1 नहीं है, ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर चेक करेंगे कोई भी ग्रामर आपको CLR1 चेक करने के लिए प्रोसीजर वही आप पहले क्या बनाएंगे, इसको ग्रुप बनाएंगे, ग्राफ से टेबल में कंस्ट्रक्ट करेंगे, या अगर ग्राफ लेवल पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो सी पे ठीक है, ग्राफ पे आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वहीं का आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या करेंगे टेबल्स में देखेंगे मल्टीपल एंट्री है या नहीं, ठीक है, उसके पहले भी स्टेप आप यूज कर सकते हैं, चेक करेंगे ग्रामर कहीं आपकी एम्बिगस होगी, तो ग्रामर इज एम्बिगस दैट इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि वो आपकी ग्रामर कोई भी पार्सर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ग्रामर इज एम्बिगस, सो उस केस में क्या बोलेंगे कि दैट इज नॉट एनी पार्सर एक्सिस्ट फॉर दैट ग्रामर, तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि जो ग्रामर है आपकी इसमें आप कोई भी स्ट्रिंग लेके चेक कर सकते हैं, ठीक है, इट इज अनएम्बिगस या अनएम्बिगस ग्रामर है, तभी हम ये यहां पे जो एग्जांपल ले रहे हैं दैट इज अनएम्बिगस ग्रामर, ठीक है, सो नाउ हाउ टू चेक, देखिए अनएम्बिगस है तो CLR हो भी सकती है नहीं हो सकती, बट अगर एम्बिगस होती तो इन दैट केस हम क्या बोलते हैं इट इज नॉट CLR SLR कोई भी पार्सर कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती, ठीक है, सो इन दैट केस फर्स्ट फाइंड ऑगमेंटेड ग्रामर, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम ऑगमेंटेड ग्रामर, यानी एक न्यू वेरिएबल के थ्रू हमें नया प्रोडक्शन S डिस्टेंस टू S इंक्लूड करना है, फिर S to double A to AA एंड A to B, दैट इज दिस, ठीक है, नाउ अगेन भाई आपको क्या करना है क्लोजर ऑफ S डिस्टेंस फाइंड करना है, S डिस्टेंस का क्लोजर क्या आएगा आपका, यानी क्लोजर ऑफ स्टार्टिंग आइटम, सो इन दैट केस हम कैसे निकालते हैं क्लोजर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो CLR में हम क्या बोलते हैं LR1 आइटम्स बनाने हैं आपको, तो LR1 आइटम्स के लिए हम यहां पर लूप हेड यूज करते हैं, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे क्लोजर ऑफ S डिस्टेंस टू, क्लोजर ऑफ S डिस्टेंस टू डॉट S, क्या लिखेंगे हम इसके लिए, दैट प्रोडक्शन इज प्रोडक्शन जो बनेगा आपका क्या बनेगा S डिस्टेंस टू डॉट S और लूप हेड क्या लिखना है आपको डॉलर, ठीक है, अब डॉट के बाद S आ रहा है आपका, तो इन दैट केस S के सारे प्रोडक्शन इंक्लूड करेंगे आप, S के दो प्रोडक्शन, एक प्रोडक्शन दैट इज AA ये इंक्लूड कर लिया, ठीक है, सो S का प्रोडक्शन फर्स्ट A डॉट A आपने इंक्लूड किया, नाउ इन दैट केस आप देखिए, सो इसका लूप हेड जो आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा आपका फर्स्ट प्रोडक्शन पे, इसमें जो बीटा लिखा है आपने, ये लूप हेड को सॉल्व करने का आपका जो रूल होता है CLR का रूल आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको इस टाइप से कोई प्रोडक्शन है A टेंड्स टू अल्फा A B बीटा, ठीक है, अल्फा डॉट A B, ठीक है, यानी कि इसको A नहीं लिखना है, A का प्रोडक्शन है हमारा अल्फा डॉट B दैट इज द प्रोडक्शन अल्फा डॉट B एंड बीटा, फिर इस तरीके से आप लिखना, सो इन दैट केस आपको क्या करना है इस टाइप से प्रोडक्शन है तो B है सारे प्रोडक्शन इंक्लूड करेंगे उस आइटम में, तो क्लोजर आप क्या निकालते हैं इसके साथ जो लूप हेड लिखा होगा फर्स्ट ऑफ बीटा गामा, फर्स्ट ऑफ बीटा गामा इज द लूप हेड, इस केस में बीटा इज नल, यानी डॉट के बाद जो वेरिएबल लिखा है उसके बाद कोई प्रोडक्शन नहीं है आपका, कोई भी टर्मिनल वेरिएबल नहीं है, सो दैट्स बीटा इज नल, बीटा एंड कॉमा इज डॉलर, इस केस में आपका सब क्या आएगा फर्स्ट ऑफ डॉलर इज डॉलर, क्योंकि नल डॉट डॉलर क्या आएगा डॉलर, उसका फर्स्ट क्या करेंगे हम, तो ये इसके भी प्रोडक्शन आप इंक्लूड करते हैं दैट बाय डिफॉल्ट इंक्लूड डॉलर। नाउ अब यहां पे आप देखिए डॉट के बाद कैपिटल A आ रहा है, A के प्रोडक्शन भी आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, A के प्रोडक्शन क्या आपका AA और A का प्रोडक्शन क्या आपका डॉट के, दिस टू प्रोडक्शन मस्ट बी इंक्लूडेड, ठीक है, अब इनका लूप हेड कहां से लिखेंगे, तो देखिए इसका लूप हेड अगर आपको चेक करना है दैट इज AA एंड A का, सो इन दैट केस आपको क्या करना है कि प्रोडक्शन में क्यों इंक्लूड की, क्योंकि यहां पर आपका डॉट के बाद वेरिएबल लिखा है, इसके लिए आप लूप हेड यहां से चेक करेंगे, इस केस में अगर आप देखें तो दैट इज कैपिटल A, ठीक है, दैट इज अल्फा इज नल, अल्फा नल होगा कोई प्रॉब्लम, दैट इज B ये वेरिएबल B आपका, एंड इसको बीटा अज्यूम कर सकते हैं आप कैपिटल A, ठीक है, सो दैट बीटा एंड दिस डॉलर इज गामा, A डॉलर क्या कैलकुलेट करना है आपको फर्स्ट ऑफ A एंड डॉलर, ठीक है, दैट इज गामा, तो बीटा गामा दोनों को साथ रख के फर्स्ट कैलकुलेट करें, फर्स्ट ऑफ A का फर्स्ट क्या आएगा, देखिए फर्स्ट ऑफ A इज स्मॉल a स्मॉल b, ये दोनों कैलकुलेट करें, तो ये फर्स्ट के रूल क्लियर होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ A डॉलर में फर्स्ट वाले वेरिएबल A का A भी आएगा, उसमें ना लाता तो हम डॉलर पे जाएंगे, बट इट डज नॉट कंटेन दैट्स व्हाई A भी आएगा सर, ठीक है, सो दैट केस आपको क्या करना है यहां पे A और B इंक्लूड करें, इसका लूप हेड जो होगा क्या आएगा आपका दैट इज AB, यानी यहां पे क्या लिखेंगे आप A एंड B, A, B इज द लूप हेड ऑफ दिस प्रोडक्शन,
गॉट इट। ए भी क्यों है क्योंकि यहाँ पे डॉट के बाद क्या आ रहा था, ए का प्रोडक्शन इस ए के बाद जो लिखा है उसका फर्स्ट साथ में डॉलर यूज करना है, इसके फर्स्ट में करना लाएगा तो हमें डॉलर पे जाएंगे, कंप्लीट प्रोडक्शन क्या लाएगा, जो एक प्रोडक्शन में आया वो यहाँ पे क्या है क्योंकि ए के सारे प्रोडक्शन में वही लिखना है, दैट इज दिस ए क्लियर। तो इस रूल के थ्रू हमने यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ये डॉलर कैलकुलेट किया हमने और उसका लूप कैलकुलेट किया। अब ये जो आइटम आया दैट इज आई स्क्वायर, इस आइटम का प्रोडक्ट अप्लाई करना, कैपिटल एस अप्लाई करते हैं, सो कैपिटल एस अप्लाई करने के थ्रू प्रोडक्शन बनेगा दैट इज एस दिस टेंड्स टू एस डॉट एंड डॉलर। ठीक, जब भी आप इस इनपुट को अप्लाई करते हैं किसी स्टेट पे किसी आइटम पे, सो इन दैट केस क्या करना है आपको, डॉट को शिफ्ट करना है और लूप को एस दिस कॉपी करना है, डॉट शिफ्ट कर दिया लूप कॉपी कर दिया। नाउ कैपिटल ए के लिए हम लिखेंगे एस टेंड्स टू ए डॉट ए एंड डॉलर एस इट इज, ठीक, ए डॉट ए एंड डॉलर एस इट इज। फिर ए का अगेन डॉट के बाद क्या है, इस डॉट को शिफ्ट किया हमने कैपिटल ए डॉट ए और डॉलर लूप एस इट इज। अब डॉट के बाद क्या आ रहा है, तो ए के सारे प्रोडक्शन है, ए के प्रोडक्शन क्या है डॉट ए एंड डॉट बी, दैट इज दिस, ठीक है। ये दोनों अब इनका लूप कहाँ से लिखते हैं, लूप यहाँ से चेक करना है, दैट इज फ्रॉम दिस, इसी प्रोडक्शन के थ्रू आपने ये दोनों इंक्लूड की। तो अगेन इसमें देखिए इस पर्टिकुलर ये फर्स्ट वाला ए आपका अल्फा कहलाएगा, दैट इज बीटा, एंड इसके बाद सॉरी दैट इज बी एंड बीटा इज नल, एंड इसके बाद कुछ नहीं है, सो नल डॉट डॉलर दैट इज डॉलर, फर्स्ट ऑफ डॉलर क्या आ जाएगा आपका डॉलर आ जाएगा। एंड सिंपल सा रूल याद रखिए, अगर बीटा नल है तो जो लूप ऊपर वाले प्रोडक्शन में वही लूप एज इट इज कॉपी कर लेना है, ठीक है। सो दैट इज दिस टू लूप ए डॉट ए के प्रोडक्शन और उसमें क्या आ गया डॉलर, दैट इज आइटम एंड इट इज आई। नाउ स्मॉल ए, एक स्मॉल ए इनपुट क्या आएगा, ए टेंड्स टू ए डॉट कैपिटल ए, ठीक है, लूप एज इट इज कॉपी करना है आपको, दैट इज ए। नाउ कैपिटल ए डॉट के बाद ए आया, कैपिटल फिर से ए के सारे प्रोडक्शन दैट इज डॉट ए एंड डॉट ए बी, ये बी प्रोडक्शन था यहाँ पे बी चल रहा है, इस बी दैट इज बी लिखना है आपको, ठीक है। ए लिखेंगे तो हम दोनों के आइटम दोनों ए के लिए करस्पॉन्डिंग एक जगह पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो गिवन ग्रामर में आपको क्या लिखा होगा दैट इज बी नॉट ए, फिर दैट इज बी हियर आल्सो बी, ठीक है। ये प्रोडक्शन इंक्लूड किया हमने दैट इज दिस टू। अब इन दोनों का लूप ट्रांसफर करेंगे, ये दोनों प्रोडक्शन हमने इंक्लूड क्यों किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्शन का शिफ्ट ऑपरेशन के बाद आ रहा था दैट इज ए डॉट ए, इसके बाद वेरिएबल आ रहा है इसलिए हमने दोनों नाउ इसका लूप यहाँ से चेक करना है। सो दैट केस अगेन देखिए बीटा इज नल, इज अल्फा डॉट बी बीटा इस फॉर्मेट में करना है, जो बीटा होगा और जो कॉमा के बाद लिखा हुआ है इन दोनों का कॉन्टिनेंट करके आपको क्या निकालना है, फर्स्ट बीटा नल यानी कि ये जो आपका गामा है एज इट इज लिया जाएगा फर्स्ट के सेट में, दैट इज ए बी ए और बी ए और दैट्स कंप्लीट फर्स्ट ऑफ दिस टू टर्मिनल इज सेम एज इट इज, तो ये कॉपी कर दिया दैट इज आई3। नाउ आई1 कंप्लीट हो चुका है, आई1 में कोई चेंजेस नहीं करने हैं, आई2 में इनपुट आप क्या अप्लाई करेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल, कैपिटल ए में आपका क्या है, कैपिटल ए के लिए हम लिखेंगे तो एस टेंड्स टू ए डॉट लूप एज इट इज दैट इज डॉलर, ठीक है, लूप कॉपी कर लिया हमने एज इट इज। फिर स्मॉल ए इसमें आपका प्रोडक्शन बनेगा ए टेंड्स टू ए डॉट ए एंड लूप कॉपी किया एज इट इज डॉलर ए डॉट ए। नाउ कैपिटल ए की प्रोडक्शन डॉट ए एंड डॉट बी दो प्रोडक्शन लिखा, ठीक है। इन दैट केस इन दोनों प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग हम क्या बोलेंगे, ठीक है। अगेन ये दोनों प्रोडक्शन लूप कहाँ से कॉपी करेंगे, इस प्रोडक्शन से फर्स्ट वाले से, बिकॉज़ यहाँ पे डॉट के बाद कैपिटल क्या आया था तभी हमने इसको इंक्लूड किया, सो नल एंड डॉलर, ऑब्वियसली बीटा नल है तो डॉलर ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। ये तो आइटम जो है यहाँ पर दैट इज दी, इसको हमने आई3 बोल दिया, दैट इज आई4, सॉरी आई4 इज दिस, इट इज आई5, ठीक है। आई5 जो आइटम है आपका इन दिस आइटम जो प्रोडक्शन रूल है वो एक्जेक्टली आई3 के इक्विवेलेंट ए डॉट ए डॉट ए डॉट बी, यहाँ पे भी ए डॉट ए डॉट ए डॉट बी, सो प्रोडक्शन रूल तो सेम है बट लुक एट डिफरेंट, इसलिए हम इन दोनों स्टेट को डिफरेंट डिजाइन किया, ठीक है। यानी ए के इनपुट आई2 स्टेट पे ए इनपुट स्मॉल इनपुट पे हम आई3 स्टेट पे मूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का लुक एट डिफरेंट है उसका लुक एट डिफरेंट है, ठीक है। सो अगर इसी के लिए आप एसएलआर पास कंसीडर करते हैं एलआरसी को पास कंसीडर करते हैं तो ये स्टेट आपकी क्या होती है, एक होती है क्योंकि वहाँ लुक एट नहीं देखते। जो नंबर ऑफ आइटम्स या स्टेट की बात करें तो सीएलआर में ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एसएलआर या एलआरसी को बात करें, उन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा आइटम होंगे आपके, ठीक है। तो देखिए ये आपका बना दिस टू आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग स्टेट रखना है। नाउ इस पे भी इनपुट, इस पे भी इनपुट, सॉरी आपकी आई0 स्टेट पे भी एक इनपुट आपको अप्लाई करना है, ये रहेगा हमारा देखिए कैपिटल एस कैपिटल ए स्मॉल ए, ये तीन इनपुट हो गए, इस पर भी इनपुट आपका रिमेंड है अभी ये अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ यू अप्लाई इनपुट बी इन दैट केस देखिए क्या आएगा आपका, पहले ये वाला कंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको नेमिंग कन्वेंशन उस हिसाब से देनी, स्मॉल बी इनपुट पे आपका जो यहाँ पर स्टेट बनेगी दैट इज ए टेंड्स टू बी डॉट एंड लूप एट इज ए कॉमा बी एज इट इज, ठीक है, दैट इज दिस। सो ये आपका बनेगा यहाँ पे, ये सो थोड़ा सा ओपन करके देते हैं। तो बी इनपुट पे आपकी जो स्टेट बन रही है दैट इज ए टेंड्स टू बी डॉट दैट इज रिड्यूस्ड ए3, ठीक है, फाइनल डॉट मिल रहा है कॉमा ए कॉमा बी, दैट स्टेट इज आई4, क्योंकि देखिए जब आई0 को ओपन करेंगे तो जितनी भी स्टेट है वो 1 2 3 4 होगी। नाउ इसको आई5 बोलेंगे दैट इज आई5 एंड ये कौन सी रहेगी आपकी दैट इज आई6, ठीक है, 5 to 6। सो इस पर भी इनपुट पे आपका जो आइटम बना दैट इज ए टेंड्स टू बी डॉट एंड ए कॉमा बी, जस्ट डॉट को शिफ्ट किया और लूप एट कॉपी कर, इस पे जब आप इनपुट अप्लाई करें इस पे भी इनपुट पे क्या आ रहा है दैट इज ए टेंड्स टू बी डॉट एंड डॉलर लूप एट कॉपी। अब अगेन देखिए आई4 और ये जो आई7 आपका डिजाइन दैट इज 4 and 7 इज प्रोडक्शन इज सेम बट लूप एट इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई अलग अलग बनता है। अगर आप एसएलआर होता तो यहाँ लूप एट नहीं लिखते तो ये भी का इनपुट से ट्रांसफर होता है बट लूप एट डिफरेंट है, दैट्स व्हाई स्टेट इंक्रीज हो रही है, दैट इज दिस। नाउ देखिए आई3 को ओपन आई3 पे कैपिटल ए, इसमें कैपिटल ए इनपुट पे आपका जो स्टेट आएगा दैट इज ए टेंड्स टू ए डॉट डॉट शिफ्ट हो गया और लूप एट ए बी एज इट इज कॉपी कर दिया दैट इज दिस, सो ये बन गया क्लियर। नाउ दैट इज आई8, इसको आई8 बोलते हैं। अब इसमें स्मॉल ए इनपुट अगर अप्लाई करते हैं तो देखिए आपको चेक कैसे करना है कि इस पर्टिकुलर स्मॉल ए पे जो आपका अगला आइटम बनने वाला है, देखिए यहाँ पे ए इनपुट देंगे तो क्या बनेगा दैट इज स्मॉल ए पे ए डॉट ए स्मॉल ए डॉट ए कैपिटल ए एंड लूप एट ए बी एज इट इज, ठीक है। तो कैपिटल ए के दोनों प्रोडक्शन डॉट ए एंड डॉट बी, इन दोनों का लूप एट यहाँ से कॉपी करेंगे क्योंकि बीटा इज नल ऊपर वाला एज इट इज आ जाएगा आपका ए बी, ठीक है। कैपिटल ए के बाद कुछ नहीं लिखा है बीटा इज नल, जो लूप एट है वो एज इट इज आ गया। सो ये दोनों आइटम एक्जेक्टली सेम दिस टू, ठीक है। लेकिन जब आप इस पे इनपुट स्मॉल ए अप्लाई करते हैं फॉर दिस स्टेट जो आपका एक्चुअल कंटेंट है ए टेंड्स टू डॉट ए एंड लूप एट ए बी, वही कंटेंट आपका यहाँ पे था ए टेंड्स टू डॉट ए एंड लूप एट ए, ठीक है। जबकि एक्जेक्टली पूरा सेम है विद लूप एट, उसके इनपुट पे आई3 आ रहा है, इसके इनपुट पे भी आई3 रहेगा एंड इसको इंक्लूड न्यू स्टेट में नहीं करना है, जस्ट डिजाइन अ लूप, ठीक है। दैट केस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा लूप आ जाएगा,
जस्ट कंस्ट्रक्ट अ लूप फॉर दिस i3 स्टेट. सो यहाँ पे लूप बना दिया. बोथ इनपुट a का लूप आ गया. नाउ इस पे b इनपुट पे क्या आएगा? a टेंड्स टू b डॉट and loop ahead is ab. सो एक्जेक्टली यही रूल है जो आपके पास ये इससे भी इनपुट में आ जा रहा है, जिससे भी इनपुट पे आ जाएगा. ठीक है, ये लूप ahead ab रहेगा आपका, तो यहाँ पे भी ab लूप ahead. तो दैट इज ये यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है. नाउ अब नेक्स्ट इस पे कैपिटल a इनपुट अप्लाई किया. तो अप्लाई कैपिटल a हियर. तो i6 को ओपन करेंगे. सो इन दैट केस आपका जो प्रोडक्शन आएगा दैट इज a टेंड्स टू a डॉट एंड डॉलर एज इट इज. ठीक है, डॉट शिफ्ट कर दिया. नाउ इस पे स्मॉल a इनपुट पे क्या होगा? देखिए स्मॉल a इनपुट पर यहाँ पर क्या बनेगा? ये जो प्रोडक्शन आपका स्मॉल a के लिए होगा a डॉट a एंड लूप ahead is dot. एक्जेक्टली यहाँ पे डॉट a एंड लूप ahead. तो इसके a इनपुट पे ये आइटम बना, तो यहाँ पे भी a के लिए बनेगा, ये a का लूप जाएगा. ठीक है, एंड इस स्टेट पे आप b इनपुट देंगे तो एक्जेक्टली ये स्टेट आएगा दैट इज दिस i7. b इनपुट पे आपने ट्रांसफर कर दिया i7. then a tends to dot b इनपुट दिया, डॉट शिफ्ट टू b डॉट लूप ahead as it is dot. i0 से i8 और एक स्टेट जो है आपका दैट इज i9. i1 रिड्यूस हो चुका है, i5 रिड्यूस, i9 रिड्यूस हो गया, i7 इज आल्सो कंप्लीटली रिड्यूस, i8 इज आल्सो रिड्यूस एंड i4 इज आल्सो. तो आगे आप किसी को भी ग्रो नहीं करना है. सो टोटल आइटम्स कितने बने आपके? दैट इज द 9 i0 to i9 दैट इज 10 आइटम एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड टोटल ग्राफ. ठीक, अब आपको इसकी टेबल बनानी है, एसएलआर टेबल, CLR टेबल. CLR टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? इस डायग्राम से टेबल में कन्वर्ट करेंगे. तो बिफोर कन्वर्टिंग हमें यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है CLR है या नहीं, CLR है या नहीं, उसके लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे किसी भी आइटम के दो टाइप के क्या होते हैं CLR टेबल का. जब किसी पर्टिकुलर सेल में एक से ज्यादा एंट्री हो सेल की, दैट इज नॉट CLR. तो एंट्री क्या हो सकती है आपकी? रिड्यूस रिड्यूस या शिफ्ट रिड्यूस. तो शिफ्ट रिड्यूस का बेनिफिट कब आएगा? जब एक ही आइटम में दोनों हो रहे हैं, शिफ्ट भी कर रहे हैं और उसी में रिड्यूस भी हो रहे हैं. ठीक है, जहां जहां पे रिड्यूस लिखा है दैट इज रिड्यूस की रिड्यूस, इन सब जगह रिड्यूस हो रहा है. फाइनल डॉट जहां उसमें कहीं भी इनपुट अप्लाई नहीं किया है उस स्टेट पे, यानी वहां से रिड्यूस की एंट्री. तो जहां हमने इनपुट अप्लाई किए हैं स्टेट्स पे, वहां पे कहीं भी कोई भी फाइनल डॉट नहीं दिखा, यानी एक भी आइटम रिड्यूस नहीं. नाम इस शिफ्ट रिड्यूस को रिड्यूस का मतलब एक ही आइटम में दो प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहे हैं. लेकिन जितनी भी जगह रिड्यूस हो रहा है सब जगह एक ही प्रोडक्शन लिखा है, दैट इज दिस एंड दिस. सो एक भी यहां पर रिड्यूस करके भी नहीं होगा ना, यहां पर रिड्यूस करके होगा. दैट्स व्हाई इट इज बाय डिफॉल्ट CLR. अब डायरेक्टली इसको CLR बोल सकते हैं. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट अगर हम यहां पे चेक कर लेते हैं टेबल बना के, बट आप डायग्राम से डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि दैट इज CLR और नॉट. क्लियर? नाउ जस्ट कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर दिस. इसके लिए टेबल बनाते हैं. लेकिन टेबल में हमने क्या बोला? टोटल स्टेट्स कितनी आई? दैट इज i0 to i9. टोटल i0 से i9 स्टेट्स रह गया. तो इनपुट्स जो है आपके दैट इज a and b टू इनपुट एंड 1 इज डॉलर. यहां पे जो टेबल बनेगी आपकी दैट इज that is i0, i1, i2, i3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. क्लियर? टोटल i0 से i9 यानी 10 स्टेट्स हैं आपके, 10 आइटम्स कंस्ट्रक्ट होंगे. तो आपको इसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाउ मेनी आइटम्स आर देयर. सो डायरेक्टली आंसर आप बोल देंगे दैट इज 10. यहां पर फर्स्ट इनपुट आपका दैट इज सेकंड थर्ड ऑर्डर. तो वेरिएबल्स जो है आपके वो वेरिएबल आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं. व्हाट इज द वेरिएबल बिहाइंड दिस इज कैपिटल S एंड कैपिटल A. तो वेरिएबल टेबल बनाने का लॉजिक एक्जेक्टली आपका जो नॉर्मल LR0 या SLR पे आप यूज करते हैं वो यूज करना है आपको यहां पर. ठीक है, हां इन दैट केस बस i0 पर a लिखते हैं. सिर्फ स्टेट का नेम लिखते हैं. i0 पे a इनपुट नाम पे जा रहे हैं, दैट इज i1. ठीक है, सो कैपिटल S पे हम i1 पे जाएंगे. कैपिटल A पे हमारा जो डायग्राम था दैट इज गोस टू i2, दैट इज i2. कैपिटल A पे स्मॉल a पे हम आ जा रहे हैं, दैट इज i3 एंड स्मॉल b पे हम आ जा रहे हैं, दैट इज i4. ठीक है, ये जो हमने प्रीवियस डायग्राम बनाया जस्ट उसकी स्टेट का नेम लिखते हैं ताकि हम यहां पे इजीली ड्रॉ कर सकें. नाउ i1 ऑलरेडी रिड्यूस हो गया. i2 पर स्मॉल a दैट इज i4. ठीक है, एंड स्मॉल b पर क्या आ रहा है देखिए थे. ठीक है, i2 पर कैपिटल A पे i5 पे जा रहा है, स्मॉल a पे i6 एंड स्मॉल b पे i7, दैट इज कैपिटल A. ठीक है, इसको हम i4 बोलते हैं. स्मॉल a i5 एंड b दैट इज i6. ठीक है, दैट इज 6. b पर इनपुट क्या आ रहा है आपका 6 आ रहा है. ठीक है, a पर सॉरी दैट इज 5 6 एंड 7 नॉट 4 5. 4 तो ऑलरेडी यूज हो चुका है और दैट इज i5 i6 एंड i7. नाउ i3 पर अगेन आपने कौन सा इनपुट अप्लाई किया? दैट इज कैपिटल A i8. ठीक है, और स्मॉल a और b के लिए 3 और 4 पे जाएगा. कैपिटल A के लिए i8, स्मॉल a पे यहाँ पे a का लूप कर रहा है एंड b के लिए यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज b. b के लिए i4 पे जाएगा. ठीक है, फिर i5 रिड्यूस हो गया आपका i6 दैट इज i8. ठीक है, i6 के करस्पॉन्डिंग अगेन आपने क्या लिखा है? दैट इज 6b. कैपिटल A 9, स्मॉल a 6, स्मॉल b 7. कैपिटल A 9, स्मॉल a 6, b के लिए 7. क्लियर? नाउ 8 7 9 5 1 4 तो रिड्यूस हो गया. तो सबसे पहले तो शिफ्ट की एंट्री के लिए हमने ऐसा किया कि i0 स्टेट पे कैपिटल A पे कहां स्मॉल a पे कहां जा रहा है? i3 पे तो S लिखना है. स्मॉल b पे i4 पे तो S4 लिखना है. कैपिटल S पे i1 पे तो 1 लिखना है. कैपिटल A पर i2 पे दैट इज 2. ठीक है, वेरिएबल में सिर्फ स्टेट के नेम और यहां पे शिफ्ट की एंट्री. नाउ i1 पर i1 दैट इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड है. ठीक है, तो इसके एंट्री बाहर निकलेंगे. i2 पर कैपिटल A 5, स्मॉल a 6, स्मॉल b 7. ठीक है, तो तीन इनपुट्स हैं यहां पे, दैट इज i2. i3 पर S6 S3, a के लिए b के लिए S4. 3 पर 3 का a का लूप लगा हुआ है, b के लिए S4 पे जा. कैपिटल A के लिए 8. नाउ i4 आपका रिड्यूस हो गया. 5 रिड्यूस 6 के लिए आप देखें तो कैपिटल स्मॉल a के लिए 6, b के लिए 7 एंड कैपिटल A के लिए 9 पे जा रहा है, दैट इज a. अब बाकी सारी स्टेट्स जो है आपकी रिड्यूस होगी. तो देखिए i1 स्टेट की अगर बात करें, i1 स्टेट में आपका स्टार्टिंग वेरिएबल ऑपरेटेड ग्रामर वाला क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. सो दैट केस i1 स्टेट में आप क्या बोलेंगे? यहाँ पे लाइक एंटर करना है आपको, दैट इज ऑन रिड्यूस एंट्री. तो आप i1 में डॉलर निकालेंगे एक्सेप्ट. i1 के डॉलर में आप लिखेंगे एक्सेप्ट. दैट इज दिस. नाउ i4 में कौन सा आइटम रिड्यूस हुआ है? i4 में a टेंड्स टू b. हम क्या बोलते हैं? जो भी प्रोडक्शन है इनको नंबर देने पहले r1 r2 एंड r3. तीन प्रोडक्शन है आपके ग्रामर के ओरिजिनल ग्रामर के r1 r2 r3. किस नंबर का प्रोडक्शन है? दैट इज r3. तो आपको i4 में r3 लिखना है. कहां पे जो लूप एंटर टर्मिनल से a और b. तो i4 में a और b पे आप क्या लिखेंगे? r3. ये a और b आपको क्या लिखना है? r3. सो इन दैट केस a और b हमने यहां पे लिख दिया, दैट इज r3 r3. फिर
नाउ नेक्स्ट I5 स्टेट, तो आप I1 में डॉलर में क्या लिखेंगे X7, I1 के डॉलर में आपने लिख दिया X7, दैट इज दिस। नाउ I4 में कौन सा आइटम रिड्यूस हुआ है, I4 में A टेंड्स टू B डॉट। अब क्या बोलते हैं, जो भी प्रोडक्शन है इनको नंबर देने, पहले R1, R2 एंड R3, तीन प्रोडक्शन है आपके ग्रामर के, ओरिजिनल ग्रामर के, दैट इज R1, R2, R3। ये किस नंबर का प्रोडक्शन है, दैट इज R3। तो आपको I4 में R3 लिखना है, कहाँ पे, जो लूप अहेड में टर्मिनल से A और B। तो I4 में A और B पे आप क्या लिखेंगे R3। ये A और B में आपको क्या लिखना है R3। सो इन दैट केस A और B में हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज R3। I4 में A और B में हमने लिखा दैट इज R3। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट I5 स्टेट, I5 में कौन से नंबर का प्रोडक्शन, दैट इज R1। कहाँ पे लिखना है, डॉलर, I5 के डॉलर में R1 लिख दिया। नाउ नेक्स्ट I7 स्टेट कहाँ है, यहाँ पर है, दैट नंबर ऑफ प्रोडक्शन इज R3 अगेन, दैट इज R3, बट अब कहाँ लिखना है आपको, डॉलर में। R3 कहाँ पे लिखेंगे आप, डॉलर। I7 में R3 डॉलर की प्लेस पे आ जाएगा। नाउ I8 में आपने प्रोडक्शन नंबर दैट इज R2, कहाँ पे लिखना है, A और B में। A और B में R2 लिख दिया, दैट इज R2। फिर I9 में आपका प्रोडक्शन नंबर दैट इज R2 इज ऑल्सो R2, ये कहाँ लिखना है आपको, डॉलर में, दैट इज R2 ओनली। कहाँ पे आएगा ये, डॉलर, दैट इज R2। क्लियर है। So this state, in that case, total आपकी एक भी मल्टीपल एंट्री नहीं है, so that's why it is CLR, obviously वो डायरेक्टली डायग्राम से भी दिखा था, so it is CLR, total 10 states आई यहाँ पे, तो CLR always generate maximum number of states, CLR से हमेशा आपकी maximum number of states आई, ठीक है, तो that is the 10 states, clear? Thank you. Parser example part 3. The first example is how many shift reduce conflict for the given grammar in CLR1 parsing table. इस पर्टिकुलर के लिए अगर हम CLR1 पार्सिंग टेबल बनाते हैं तो कितने शिफ्ट रिड्यूस conflict होंगे ये हमें फाइंड करना है। लेकिन अगर कंडीशन दिया है शिफ्ट रिड्यूस conflict CLR1 बनाना है, लूप के साथ आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो नाट के साथ क्या बोलेंगे, जो भी आप CLR1 टेबल बनाते हैं, ठीक है, या तो आप गो टू ग्राफ के थ्रू डायरेक्टली भी आप conflict फाइंड कर सकते हैं, शिफ्ट रिड्यूस conflict कहां पे आएगा, या फिर आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल बना के देख सकते हैं। देखिए हम यहां पे पहले सबसे पहली प्रोसेस क्या है कि ऑगमेंटेड ग्रामर S टेंड्स टू S टू A S A एंड S टेंड्स टू नल। तो पहले तो हमने ऑगमेंटेड ग्रामर बनाया। नाउ फर्स्ट प्रोडक्शन का क्लोजर जब हम निकालेंगे, व्हेन वी फाइंड द क्लोजर ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन, इन दैट केस क्लोजर में क्या आएगा आपका, ठीक है, इज दिस क्लोजर ऑफ S टेंड्स टू S, दैट इज सिंपल बेसिक रूल, ठीक है। तो S टेंड्स टू S लिखा आपने, डॉट S, तो साथ में क्या लिखेंगे आप, डॉलर, बोल दो। नाउ डॉट के बाद S आ रहा है तो इसके सारे प्रोडक्शन डॉट A S A एंड डॉट नल के लिए क्या लिखते हैं, डॉट S टेंड्स टू नल के डायरेक्ट क्या लिखेंगे, डॉट एंड लूप आपको कॉपी करना है कहां से, फर्स्ट प्रोडक्शन जो आपने इंक्लूड किया है ऑगमेंटेड ग्रामर वाला, S टेंड्स टू डॉट S डॉलर। यहां से हमें पता है कि स्टार्टिंग वेरिएबल का आप जो भी लूप निकालते हैं, ठीक है, तो इस केस में यहां पे जो इस पर्टिकुलर डॉट के बाद S है, S के प्रोडक्शन लिखिए, इसके बाद जो भी है उसका इसका दोनों का कॉन्केटिनेशन करके आप क्या निकालते हैं, फर्स्ट, एंड दैट फर्स्ट इज द लूप ऑफ दिस टू प्रोडक्शन। सो हियर दैट इज नॉट इन टर्मिनल वेरिएबल, सो बीटा इज द पोजीशन को क्या बोलते हैं, बीटा, A टेंड्स टू अल्फा डॉट B बीटा। तो अगर आप B का प्रोडक्शन लिख रहे हैं, यानी कि यहां पे B की प्लेस पे क्या लिखा है, S, B के बाद जो लिखा है दैट इज कॉल्ड बीटा, एंड कॉमा के बाद जो लिखा है दैट इज गामा, इन दोनों का फर्स्ट कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ बीटा गामा। फर्स्ट ऑफ बीटा गामा के केस में क्या बोलेंगे, इन दैट केस अब डायरेक्टली क्या करें, यहां पर बीटा इज नल, सो जो डॉलर है वो ऐसे के साथ आएगा, लेट्स आल्सो डॉलर। क्लियर। नाउ इन दैट केस अब आप यहां पर इनपुट क्या अप्लाई करेंगे, दैट कैपिटल S टेंड्स टू S डॉट, ठीक है, इनपुट आपने अप्लाई किया कैपिटल S डॉट, एंड लूप को जस्ट कॉपी कर लेंगे, दैट इज एज इट इज स्मॉल a S टेंड्स टू A डॉट S A एंड डॉलर, ठीक है, स्मॉल a को इनपुट आपने अप्लाई किया A डॉट S A है, अब डॉट के बाद S आ रहा है तो इसके सारे प्रोडक्शन दैट इज डॉट A S A एंड डॉट, ठीक है। इन दैट केस इन दोनों को हम देखते हैं, डॉट A S A एंड डॉलर, ठीक है, फिर A S A एंड डॉट। अब इन दोनों का लूप यहां से कॉपी करना है, तो देखिए इसमें अगर आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, हाउ टू फाइंड द लूप हेड, सो ये लूप हेड के लिए आपने बोला दैट इज B, ये B आपका दैट इज अल्फा डॉट B, बीटा क्या है आपका, दैट इज स्मॉल a एंड गामा इज डॉलर। सो अल्फा एंड बीटा एंड गामा का फर्स्ट निकालना है, यानी A इनटू डॉलर का फर्स्ट, तो डेफिनेटली A इनटू डॉलर का फर्स्ट सिर्फ A आएगा, क्योंकि A इज अ टर्मिनल, अगर वो वेरिएबल होता तो उसका पूरा फर्स्ट निकालते हो, अगर उसमें नल आता तो हम क्या करते उसको इंक्लूड करते। सो यहां पे सिर्फ क्या था, A आएगा, एंड दैट इज S टेंड्स टू डॉट, ऑब्वियसली S के सारे प्रोडक्शन में वही लूप हेड है, यहां पे भी A लिखेंगे, दैट इज दिस ओनली। नाउ इस पे अगेन आपको कैपिटल S अप्लाई करना है, दैट इज S टेंड्स टू AS डॉट A कॉमा डॉलर, AS A डॉट A कॉमा डॉलर, ये आ गया आपका कैपिटल S अप्लाई करने के बाद डॉट शिफ्ट कर दिया। नाउ A इनपुट अप्लाई करेंगे हम इस पे, जब A इनपुट अप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, स्मॉल a S टेंड्स टू A डॉट S A कॉमा A, दैट इज दिस, फिर A डॉट S A कॉमा A का ये इन दैट केस अगेन डॉट के बाद S आ रहा है, S के सारे प्रोडक्शन दैट इज डॉट A S A एंड डॉट। नाउ इन बोथ केस आपको लूप हेड कॉपी कहां से करना है, फ्रॉम दिस प्रोडक्शन डॉट A S A, तो देखिए अगेन बीटा इज A एंड गामा इज आल्सो A, तो डबल A का फर्स्ट क्या आएगा आपका, दैट इज A ओनली, ये फर्स्ट टर्मिनल जो भी होता है वो फर्स्ट में आता है, यहां पे भी आ जाएगा। देखिए दोनों आइटम एक्जेक्टली सेम है, इसमें प्रोडक्शन सेम है, बट आपका लूप हेड डिफरेंट है फर्स्ट प्रोडक्शन का, दैट्स व्हाई इसको मर्ज नहीं कर सकते, आप कॉमन नहीं बोल सकते, ठीक है। तो दैट नेमिंग अगर आप दें तो यहां पे इसको आप बोलेंगे I0 दैट इज I1, या आपका I2 दैट इज I3 एंड दिस I4। यहां पे A इनपुट अप्लाई करने पे आपका जो आएगा दैट इज S टेंड्स टू A S A डॉट एंड कॉमा, ये रिड्यूस हो गया आपका फाइनल, दैट्स रिड्यूस्ड।
ठीक है। इन दैट केस अगेन कैपिटल एस अप्लाई करेंगे, एस टेंड्स टू ए एस डॉट ए कॉमा डॉलर, चलिए ए आएगा, ठीक है। लुक एट एस कॉपी करना है, दैट इज ए इज हियर, तो डॉट शिफ्ट हुआ आपका, फिर इस पे ए इनपुट देकर आप इसको कंप्लीट रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। पहले हम इसको देखिए स्मॉल ए इनपुट अगर अप्लाई करेंगे आप, तो ये स्मॉल ए के लिए आपका जो यहाँ पे पूरा आइटम बन रहा है दैट इज एक्जेक्टली हियर, लुक एट सेम, तो इस पे ए इनपुट पे ये आइटम आ जाएगा, तो ए का लुक, कैपिटल एस पे इधर ए का लुक, अब इस पर आप कैपिटल स्मॉल ए इनपुट अप्लाई करेंगे, so that is s tends to a s a dot look at s a, that is this, clear। so ये पूरा आपका रन है, टोटल स्टेट कितनी हुई, ये 4 हो गया, इसको 5 हो गया, that is 6 and that is 7, ठीक है। तो टोटल i equals to 7 8 स्टेट डिजाइन किया आपने। नाउ वी वांट टू फाइंड शिफ्ट रिड्यूस कंप्लीट, तो शिफ्ट रिड्यूस कंप्लीट यानी कि एक ही आइटम में शिफ्ट और रिड्यूस दोनों की एंट्री होगी, तो ऐसा कौन सा आइटम दिख रहा है आपको, राइट i0 फर्स्ट आइटम, ठीक है। इसमें शिफ्ट s डॉट लिखा आपने यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है, तो दैट इज रिड्यूस एंट्री, और ये शिफ्ट एंट्री हो रही है यानी शिफ्ट और रिड्यूस दोनों, तो कंफ्लिक्ट आएगा नहीं, तो कैसे चेक करेंगे आप, ठीक है। रिड्यूस की एंट्री कहां पे होगी, डॉलर जो आपका लुक एट, और शिफ्ट की एंट्री कहां हो रही है, तो देयर इज नॉट एनी कॉमन कैरेक्टर बिटवीन इनपुट एंड लुक एट, सो इनपुट और लुक एट में कॉमन नहीं है, तो यहां पे शिफ्ट की एंट्री हो रही है, रिड्यूस की यानी कि देयर इज नॉट एनी कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। फिर यहां पे आप देखिए ये रिड्यूस की एंट्री कर रहा है, कहां पे करनी है, जो लुक एट कर रहा है, और इनपुट भी क्या है आपका, सो बोथ आर ए, सो दैट्स व्हाई हियर कंप्लीट शिफ्ट रिड्यूस कंप्लीट, एक शिफ्ट रिड्यूस कंप्लीट यहां से आएगा, दैट वन। फिर इस पे अगर आप देखिए तो अगेन यहां पर आप देखिए इस पर्टिकुलर रिड्यूस के लिए एक इस पे रिड्यूस की एंट्री और यहां पे एक इनपुट भी, दैट इज शिफ्ट एंट्री यानी कि दैट इज रिड्यूस एंड दैट इज शिफ्ट, सो शिफ्ट रिड्यूस कंप्लीट यहां पे भी आएगा, दैट इज आल्सो शिफ्ट रिड्यूस। इन दैट केस ये आपका ऑलरेडी रिड्यूस हो रहा है, ये सिर्फ यहां पे शिफ्ट की एंट्री होगी, यहां पे रिड्यूस की एंट्री, यहां पे शिफ्ट की एंट्री, ठीक है। और ये एक्सेप्ट वाली कंडीशन है, सो आप डायरेक्टली यहां पर इस डायग्राम के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ग्रामर है इसमें दो शिफ्ट रिड्यूस कंप्लीट आएंगे, एक i2 में और i4, देखिए i2 और i4 के लिए हम सिर्फ टेबल का पार्ट पोर्शन डिजाइन करते हैं, तो i2 एंड i4 एंट्री कैसे होगी आपकी, टर्मिनल है आपका a ओनली एंड वेरिएबल है s, तो $a ऐसे लिया i2 पर a इनपुट, i2 पे a इनपुट देने पे कहां जा रहा है i4 पे, क्या लिखना है आपको s4, i2 पे a इनपुट पे डाले i4 पे, दैट्स s4, i4 पे a इनपुट पे i4 पे है तो अगेन s4। नाउ इस पर्टिकुलर i2 पे कैपिटल s के लिए लिखते हैं, दैट्स i3 यानी कि 3 आ गया, यहां पे कैपिटल s i4 पे दैट्स i6 तो 6 आ गया, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ रिड्यूस की एंट्री, सो इसके लिए जब आप रिड्यूस की एंट्री करें, देखिए रिड्यूस की एंट्री कहां होगी, टर्मिनल में, क्या लिखना है आपको इस प्रोडक्शन का नंबर, दैट इज r2 या r1, ठीक है। वन बाय वन नंबर लिख देते हैं, फर्स्ट प्रोडक्शन r1 सेकंड r2 प्रोडक्शन नंबर लिखना है कहां पे आपको a में, दैट इज r2, तो यहां पे भी r2 लिखना है, इसमें ऑब्वियसली a में लिखना है, so that is shift reduce, that is shift reduce, तो दो shift reduce कंप्लीट आपके डिजाइन, ठीक है। i0 में सेम एंट्री रहेगी, i0 में यहां पे रिड्यूस की एंट्री डॉलर में करनी है तो कंफ्लिक्ट नहीं आएगा आपका, so there are two shift reduce conflict, so that it is not CLR, तो obviously आपसे अगर पूछा है कि टोटल shift reduce conflict कितने होंगे, so in that case हम क्या बोलेंगे कि हो सकता है वो आपका CLR नहीं, अगर CLR होगा तो जीरो shift reduce conflict बोल देंगे हम केस में, ठीक है। so in that case आपके कितने shift reduce conflict है, that is 2, there are two shift reduce conflict। now next question, how many reduce conflict for the given grammar in CLR1 passing table, ठीक है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको reduce फाइंड करना है, तो reduce कैसे फाइंड करते हैं, तो अगेन देखिए फर्स्ट आप ऑगमेंटेड ग्रामर क्रिएट करेंगे, that is this s tends to a double s, s tends to a and s tends to null, ठीक है। फर्स्ट आपको क्लोजर स्टार्टिंग वेरिएबल का जो निकालते हैं दैट इज डिस्टेंस टू s, ठीक है, ये फाइंड करना है आपको, और इसके साथ लुक एट दैट इज डॉलर, ये इंक्लूड किया, फिर डॉट के बाद s है तो s के सारे प्रोडक्शन, फिर डॉट इन द बिगिनिंग a डबल s a एंड डॉट नल, ठीक है, ये सारे आपने लिख दिया एज। नाउ अब इसके बाद लुक एट कॉपी करना है, तो अगेन s के प्रोडक्शन के लुक एट देखने, तो यहां पर आपको बीटा नल एंड डॉलर दैट इज गामा, तो लुक एट आपको वही आएगा एज इट इज, ठीक है, तीनों की प्लेस पे आपका लुक एट डॉलर आएगा, ठीक है, दैट इज i0 आएगा। नाउ आफ्टर दैट इस पे आप इनपुट अप्लाई करेंगे कैपिटल s, तो कैपिटल s आपका आएगा दैट इज s टेंड्स टू s डॉट एंड डॉलर, ठीक है। so in that case s टेंड्स टू s डॉलर की अगर हम बात करें तो ये आपका आइटम जो बनेगा दैट इज s1 एंड इट इज रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस हो चुका है, फाइनल डॉट मिला। अब स्मॉल a इनपुट, तो देखिए इनपुट दो प्लेस में आपके दोनों को फॉरवर्ड करना है, s टेंड्स टू a डॉट ss एंड डॉलर, ठीक है। पहले के लिए चेक किया हमने इसके लिए फर्स्ट a डॉट ss डॉट के बाद s है तो s के प्रोडक्शन के लिए लिखेंगे आप डॉट ass एंड डॉट a एंड डॉट, ठीक है, नल के लिए, तो डॉट के बाद s आ रहा था इसलिए तीनों प्रोडक्शन s के ओरिजिनल ग्रामर में इंक्लूड किया। आप इनका लुक एट कहां से देखना है आपको, लुक एट इज फ्रॉम दिस सेट, ठीक है, ये आपका लुक एट फाइंड करने का रूल जो होता है दैट इज दिस, ये आप क्या लिख रहे हैं a टेंड्स टू अल्फा डॉट b बीटा, क्लियर। सो दैट केस क्या बोलेंगे हम, जो भी वेरिएबल b के प्रोडक्शन लिखेंगे उसमें आपका जो लुक एट आएगा वो फर्स्ट ऑफ दिस टू आएगा, देखिए यहां पे कंपेयर किया दैट इज अल्फा, इट इज b एंड ये क्या है आपका बीटा, तो ये कहां पे लगा है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला फर्स्ट ऑफ s डॉलर निकालना है, फर्स्ट ऑफ s डॉलर क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ s डॉलर, इन दोनों का फर्स्ट लिखा, ठीक है, क्योंकि इस s के प्रोडक्शन लिखे तो बाद में जो s लिखा है वो s और डॉलर दोनों का मिला के फर्स्ट निकालना है, फर्स्ट ऑफ s डॉलर क्या आएगा, तो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ s का फर्स्ट क्या होगा a एंड नल, ठीक है, फर्स्ट ऑफ s क्या आएगा आपका दैट इज a एंड नल, ठीक है, डायरेक्टली लिखा आपका दैट इज a एंड नल, जब फर्स्ट ऑफ s में a और नल आ रहा है तो इस नल को माइनस किया आपने और फर्स्ट ऑफ डॉलर निकाला, एंड फर्स्ट ऑफ डॉलर इज डॉलर ओनली, ठीक है, तो क्या आएगा आपके s के फर्स्ट में दैट इज a एंड डॉलर, ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर का जो फर्स्ट आएगा दैट इज a एंड डॉलर, तो इसका लुक एट जो बनेगा क्या बनेगा आपका a एंड डॉलर, करेक्ट, तो इट इज a एंड डॉलर, इसके सारे प्रोडक्शन में a एंड डॉलर लिखना है, a एंड डॉलर, ये देखिए बीटा एंड गामा दोनों को मर्ज करना है और फिर उसका आपको क्या निकालना है फर्स्ट, तो पहला जो वेरिएबल है दैट इज s, अगर इसमें नल नहीं आता तो डॉलर इंक्लूड नहीं करते, बट s के फर्स्ट में नल है, हमने ओरिजिनल ग्रामर से फर्स्ट निकाला, तो नल एंड के नल को माइनस कर बाद वाला जो टर्मिनल है आपका डॉलर उसे आपने फर्स्ट कैलकुलेट करके इंक्लूड किया, तो दैट इज दिस। नाउ ये आपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन के थ्रू निकाला, इसके पहले डॉट के बाद क्या आ रहा है a, इसका डॉट शिफ्ट हो जाएगा दैट इज a डॉट, यानी वो इसमें आपका डॉलर आएगा दैट इज डॉलर ओनली, क्लियर। सो ये आपका सही प्रोडक्शन बनेगा, सो दैट इज द i2 आइटम। नाउ इस पे अगेन आप कैपिटल s अप्लाई करें, ठीक है, तो ये कैपिटल s पे आपका क्या बनेगा s टेंड्स टू a s डॉट s एंड डॉलर, डॉलर एज इट इज, ठीक है। नाउ उसके बाद आपको क्लियर दिख रहा है कि जो आपका s है डॉट के बाद जो है s आ रहा है, उस s के लिए फिर से आपको क्या करना है प्रोडक्शन लिखना है s टेंड्स टू डॉट a s s, s टेंड्स टू डॉट a, ठीक है, एंड s टेंड्स टू डॉट, इन तीनों का लुक एट फिर से ये देखेंगे, तो अब देखिए अब इसके बाद बीटा की जो पोजीशन है वो नल है, यानी सिर्फ जो यहां पे डॉलर है इसका फर्स्ट निकालना है आपको, तो दैट इज डॉलर, इन तीनों प्लेस पे आपका डॉलर प्लस आ जाएगा, दैट इज डॉलर, ठीक है। नाउ इस पे a इनपुट अप्लाई करेंगे आप, तो इस पे a इनपुट अप्लाई किया आपने तो जो आइटम बनेगा दैट विद a इनपुट s टेंड्स टू a डॉट s s एंड लुक एट इज a डॉलर, कॉपी कर लिया आपने एज इट इज a डॉलर, ठीक है। नाउ फिर डॉट के बाद कैसा है सारे प्रोडक्शन a s s a एंड डॉट, इन तीनों का लुक एट आपने देखना है यहां पे,
दैट इज ऑब्वियसली ये भी का एक्जेक्टली सेम प्रोडक्शन बट अब लुक एट डिफरेंट. जब आप फर्स्ट निकालेंगे तो $8 ही आना है, दैट इज ओनली $8. ऑलरेडी $8 तो आपका बीटा में फर्स्ट ऑफ एस कैलकुलेट करेंगे, दैट इज आल्सो $8 आपका आना है यहाँ पे, दैट इज दिस. तो इस केस में दो जगह ए था, ठीक है, दैट इज दिस एंड दिस, इसका डॉट शिफ्ट हो जाएगा तो $8 बन जाएगा. Here that is this given यहाँ पर that is I2 and I3, that is I3 and it is I4. Now अब यहाँ पे कैपिटल S का नाम अप्लाई करें, तो ये क्या बनेगा, S tends to A S डॉट एंड डॉलर इज look at it, that is I5. इसमें स्मॉल A इनपुट अप्लाई करते हैं. लेकिन इन दैट केस A इनपुट अप्लाई करने के लिए ये जो आपका A के दो प्रोडक्शन थे जिस पे A अप्लाई किया था, एक्जेक्टली वही दो प्रोडक्शन, तो इस पे A पे I2 पे जा रहे हैं, इस पे A पे वापस इस पे देंगे आप I2 से, ठीक है, I3 पे A इनपुट वापस इस पे आ गया I2 पे. क्लियर, दैट इज दिस. यहाँ पे अगर आप देखें इस पर कैपिटल S अप्लाई करते हैं, ये स्मॉल A के लिए बनाया था, ठीक है, S के लिए इस पे अगर S अप्लाई करें, देखिए S के लिए क्या आएगा, AS डॉट, इसका आइटम जो बनेगा दैट इज AS, S टेंड्स टू, देखिए क्या आइटम बनेगा, कैपिटल S टेंड्स टू AS डॉट S, A डॉट आपका S इनपुट पे एंड A कॉमा डॉलर एज इट इज, ठीक है. तो दैट अगर आप देखें तो डॉट के बाद S है तो इसके सारे प्रोडक्शन आएंगे आपके, ठीक है, दैट इज डॉट AS डॉट A एंड डॉट, ठीक है, ये प्रोडक्शन आएंगे आपके. इन सब में लुक एट आपको कहां से कॉपी करना है, हियर फ्रॉम दिस ओनली. तो देखिए यहाँ से अगर आप लुक एट कॉपी करेंगे, देखिए डॉट एस के बाद कुछ नहीं लिखा है कि $8 एस लुक एट रहेगा आपका, A कॉमा डॉलर A कॉमा डॉलर एंड A कॉमा डॉलर, ये दैट इज द लुक एट. क्लियर, दैट इज I6. गॉट इट. नाउ आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे A इनपुट अप्लाई करें, देखिए A इनपुट पे आपका क्या बनेगा, दैट इज A डॉट SS और लुक एट $8 रहेगा, ठीक है, और A डॉट आएगा यानी कि एक्जेक्टली ये क्या आने वाला है, ठीक है, ऑन इनपुट A. देखिए A इनपुट पे यहाँ पे जो प्रोडक्शन था वही प्रोडक्शन यहाँ पे दिख रहा है आपका, तो दैट इज A डॉट SS $8. सो इस केस में आपका लुक एट एस रहेगा, तो दैट्स व्हाई ये लूप बन जाएगा. इस पे S इनपुट पे आपने AS डॉट S डिजाइन कर दिया. क्लियर. नाउ अब इस पे कैपिटल S इनपुट लेना है और A इनपुट लेना है, तो देखिए A इनपुट पे एक्जेक्टली अगेन ये ट्रांजिशन है आपका, दैट इज दिस ओनली, ठीक है, A इनपुट पे आपका रिटर्न आ जाएगा इसके करेस्पॉन्डिंग, दैट इज दिस ओनली. ये जो प्रोडक्शन है A इनपुट के लिए दो प्रोडक्शन, एज वही दो प्रोडक्शन A इनपुट यहाँ पे इस पे लुक लगा, इस पे किसी का कैपिटल S के लिए इसका एक फाइनल प्रोडक्शन बन जाएगा, दैट इज S टेंड्स टू ASS डॉट एंड A कॉमा डॉलर, दैट इज दिस ASS डॉट A कॉमा डॉलर, दैट इज I7. ये I7 बन गया, ठीक है, दैट इज I3 I4 I5 I6 एंड I7. क्लियर. तो I0 to I7 टोटल 8 आइटम आप कंस्ट्रक्ट किए. नाउ अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है रिड्यूस करना है. तो देखिए एक ही सेल में अगर रिड्यूस भी हो रहा है आपका एक से ज्यादा, ठीक है, तो रिड्यूस अगर एक ही सेल में रिड्यूस और शिफ्ट दोनों हो रही है तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. वी वांट टू फाइंड द रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट. तो देखिए बस अगर आप देखें एस टेंड्स टू नल, ये जो आपने लिखा था दैट इज डॉट, यानी नल नहीं लिखना है, सिर्फ डायरेक्टली लिखना है, डॉट लिखना है. यहाँ पे एक रिड्यूस हो रहा है, इसके अलावा एक क्या हो रहा है आपका शिफ्ट होगा, एक रिड्यूस यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, लेकिन रिड्यूस की एंट्री डॉलर में होगी, शिफ्ट की एंट्री ए में होगी, यानी डॉलर और ए की करस्पॉन्डिंग आपको कोई कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा. इस केस में आप देखिए तो दो रिड्यूस हुए, दैट इज दिस एंड दिस. अगर मैंने रिड्यूस की एंट्री कहां करनी है आपको लुक एट, तो इसका लुक एट $8 इसका लुक एट $, यानी यहाँ दोनों जगह डॉलर लिखा है, यानी कि ये कॉमन है. इसकी रिड्यूस की एंट्री और इसकी रिड्यूस की एंट्री, दोनों की रिड्यूस की एंट्री इस आइटम में डॉलर सेल पे मल्टीपल टाइम हो जाएगी आपकी, यानी कि अगर आप इस टाइप से लिखते हैं दैट इज I2 आइटम, ठीक है, इनपुट है आपका $8 एंड कैपिटल S, ठीक है. सो I2 पर स्मॉल a आप देखें अगर, ठीक है, देखिए आप जस्ट पहले रिड्यूस की एंट्री देख या शिफ्ट की एंट्री देख, I2 पर स्मॉल a इनपुट देने पे कहां जा रहे हैं आप, दैट इज I4, स्मॉल इनपुट पे I4 ले जा रहे हैं, ठीक है, S4 आ गया एक आपका. फिर इसके अलावा यहाँ पे कैपिटल S पे 3 पे जा रहे तो 3 लिख दिया हमसे. नाउ अब रिड्यूस की एंट्री करना है इस पर्टिकुलर के लिए, दैट इज दिस प्रोडक्शन. कौन से नंबर का प्रोडक्शन है, देखिए दैट इज ये आपका R1 R2 एंड R3, ये R3 नंबर का प्रोडक्शन, ठीक है, ये वाला फाइनल डॉट नल वन. सो आपको A में और डॉलर में आपसे लिखना है R3 एंड R3, ठीक है. फिर S टेंड्स टू A डॉट, सिर्फ डॉलर में क्या आएगा आपका, दैट इज R3, यहाँ पे R3 एंड यहाँ पे R3, ठीक है. फिर डॉलर में ओनली इन डॉलर, नॉट हियर, सिर्फ डॉलर में आपका R3 आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो R3 नंबर का प्रोडक्शन है दैट इज सॉरी R2, दिस प्रोडक्शन इज R2 नॉट R3, ठीक है. फर्स्ट जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है वो हमें निकालना है, यहाँ पर S4 लिखा, फिर ये R3 इसके लिए लिखा, A और डॉलर में दैट इज R3, यहाँ पे दो एंट्री होगी. फिर सेकंड इसके लिए लिखेंगे डॉलर में, कौन से नंबर का प्रोडक्शन है R2, ओनली इन डॉलर R2, यहाँ रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट और इधर शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट. हमें कौन सा काउंट करना है, रिड्यूस तो एक रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होगा और एक शिफ्ट रिड्यूस होगा. क्लियर. नाउ इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें इन दैट केस आपका फाइनल डॉट लिखा है, यानी आपकी इसकी एंट्री होगी रिड्यूस. इसके अलावा कोई रिड्यूस नहीं हो रहा तो एक रिड्यूस की एंट्री कहां पे होगी, डॉलर में, और शिफ्ट की एंट्री कहां हो रही है, A में, क्योंकि A इनपुट अप्लाई करते हैं. सो देयर इज नॉट एनी कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा. फाइनली अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें दो दिख रहे हैं आपको, दैट इज A एंड डॉलर, ठीक है, इसका लुक एट, और इस केस में आपका कैलकुलेट था दैट इज डॉलर. यहाँ से आपने A को शिफ्ट किया था, ये डॉलर रहेगा. तो देखिए अगेन यहाँ पे आप देखिए तो इस पर्टिकुलर I4 आइटम में ये केस बनेगा आपका, I4 पे A इनपुट, A का सेल्फ लुक दैट इज S4 ओनली, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके रिड्यूस की एंट्री A और डॉलर में, कौन से नंबर का R3 दैट इज A एंड डॉलर. तो फिर ये R2 का सिर्फ डॉलर. सो अगेन एक रिड्यूस एंट्री यहाँ पे, फर्स्ट रिड्यूस एंड शिफ्ट रिड्यूस हियर आल्सो. तो यहाँ पे अगर आप देखें इन दैट केस देखिए एक रिड्यूस की एंट्री चेक करने की जरूरत नहीं, हमने रिड्यूस पूछा है बट हम देखते हैं शिफ्ट रिड्यूस क्या है. देखिए इस रिड्यूस की एंट्री कहां पे होगी, A, और शिफ्ट की एंट्री भी A में होगी, यानी कि यहाँ से सिर्फ शिफ्ट रिड्यूस करके आएगा. देयर इज नॉट प्रॉब्लम हियर, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है आपका, दैट इज आल्सो करेक्ट, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज आल्सो करेक्ट. सो 2 रिड्यूस एंड 1 2 3 शिफ्ट रिड्यूस, ठीक है. तो आपके 2 रिड्यूस कंप्लीट आ रहे हैं और 3 शिफ्ट रिड्यूस कंप्लीट यहाँ पे आएंगे, 2 रिड्यूस एंड 3 शिफ्ट रिड्यूस कंप्लीट आ रहे हैं, ठीक है. So that's why that is the answer. Reduce के लिए आप क्या बोलेंगे, 2 reduce करके. In this way you can find the reduce directly from the graph table requirement नहीं है. Clear? Thank you. I will go to which step? On shifting over IT, I will go to I3 step. So I have shifted. On CLR parser, the first question is what is the relation
আমি না বসিয়ে দিই তোকে দিয়ে চর্চা বাথরুমে যাচ্ছি। Then is what is the relationship between the set of languages recognized by LR1 parser and the set of language recognized by SLR parser? तो देखिए LR1 parser और SLR parser की लैंग्वेज के सेट का रिलेशनशिप पूछा है। तो LR1 यानी कि इसकी बात कर रहे हैं CLR की। CLR और SLR में हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया आपका कि LR1 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ SLR। ठीक है, यानी कि LR1 में जितनी भी लैंग्वेजेस होगी वो सारी SLR से एक्सेप्ट होगी। दैट इज ऑब्वियसली फॉल्स। ठीक है, क्योंकि CLR आपका सुपरसेट होता है एंड SLR आपका सबसेट होगा। ठीक है, तो LR1 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ SLR, यानी कि क्या बोल रहा है कि SLR आपका सुपरसेट है। दैट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड, SLR इज अ सबसेट ऑफ LR1। दैट इज करेक्ट। जितनी भी लैंग्वेजेस SLR से पास होगी वो सारी LR1 से भी पास हो जाएगी आपकी। सो दैट इज अ सबसेट, करेक्ट। देयर इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगा। दैट इज नॉन एम्प्टी। क्लियर है? तो ऑब्वियसली अगर आप जब इसको सबसेट बोल रहे हैं तो डेफिनेटली दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं होगा। सो दैट देयर इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी। देयर इंटरसेक्शन इज एम्प्टी, तो डेफिनेटली द थर्ड, ट्रू एंड फोर्थ केस हो सकता है। तो दे आर द सेम सेट, डेफिनेटली दे आर नॉट सेम सेट बिकॉज़ इट इज अ सुपरसेट एंड इट इज सबसेट। तो डेफिनेटली बोथ आर नॉट सेम सेट। कुछ लैंग्वेजेस होगी जिसके लिए सिर्फ CLR पार्सर LR पार्सर कंसीडर कर सकते हैं आप, SLR नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो यानी कि अभी तक हम देखें तो दो स्टेटमेंट से लिख रहे हैं आपके 2 and 3। तो B is the right answer। 2 and 3 is correct statement। Now next question number 2, what is the relationship between the set of languages recognized by LR1 parser and the set of languages recognized by LL1 parser? ठीक है, LR1 and LL1 में रिलेशन बताना है आपको। LR1 यानी कि CLR की बात कर रहे हैं एंड LL1 ग्रामर दैट जिसके लिए हम टॉप डाउन पार्सर डिजाइन करते हैं। सो LR1 is a proper subset of LL1, definitely not true। LR is a superset, या क्या बोले, it is more powerful than LL। LR is more powerful than LL, that's why I'm बोलेंगे फर्स्ट ट्रू नहीं। LL1 is a subset of LR1, that is correct, ये करेक्ट हो सकता है। LL1 is a subset of LR1, their intersection is empty, that is also false। तो इंटरसेक्शन आपका एम्प्टी नहीं होगा क्योंकि जब LL1 is a subset of LR1 तो डेफिनेटली कुछ लैंग्वेजेस है जिसके लिए LL1 भी डिजाइन होगा, LR1 भी होगा। तो इंटरसेक्शन में कॉमन लैंग्वेजेस आएगी आपकी, दैट इज LL1। दे आर ऑफ द सेम सेट, तो डेफिनेटली सेम सेट भी नहीं है क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस इसके लिए सिर्फ LR कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, LL नहीं कर सकते। सो B is the right answer। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, among simple LR, canonical LR and look ahead LR, which of the following pair identify the method that is very easy to implement and the method that is very powerful in that order? देखिए सबसे इजी मेथड अगर हम बात करें तो दैट इज सिंपल LR। SLR जो होता है वो सबसे सिंपल होगा आपका। ठीक है, SLR इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल। आपसे पूछे तो दैट इज कैनोनिकल LR, यानी कि CLR की बात कर रहे हैं, कैनोनिकल LR CLR, लुक एहेड LR LLR एंड सिंपल LR यानी SLR। सो डेफिनेटली क्या आएगा आपका, कैनोनिकल LR इज द पावरफुल एंड SLR इज सिंपल। सो C is the right answer। SLR is simple and canonical LR is most powerful। Now next question, what is the relationship between the set of language recognized by LR1 parser and the set of language recognized by LLR parser? Set of language recognized by LLR1 parser। तो देखिए CLR parser and LLR parser की अगर हम बात करें तो LR1 is a proper subset of LLR1, तो डेफिनेटली नॉट ट्रू क्योंकि LR1 यानी कि CLR is the most powerful। इसमें अगर हम कोई आइटम मर्ज कर रहे हैं उसके बाद हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, LLR। तो डेफिनेटली अगर CLR है वो पर्टिकुलर कोई ग्रामर आपकी, तो ठीक है, जरूरी नहीं है वो LLR हो सके, लेकिन अगर LLR तो डेफिनेटली CLR होगा बिकॉज़ आफ्टर मर्जिंग हम इसको क्रिएट कर रहे हैं तो जो ग्रामर LLR को सैटिस्फाई कर रही है वो बिफोर मर्जिंग CLR को भी सैटिस्फाई करेगी। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, LR1 is proper subset of LLR, that is not true। Their intersection is not empty, that is correct, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं हो सकता। Their intersection is empty, they are the same set, again both are false because कुछ लैंग्वेजेस है जिसके लिए आप CLR बना रहे हो और मर्जिंग के बाद उसको LLR में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। सो दैट्स व्हाई B is the right answer। Now next question number 5, which of the following describe all the languages that can be parsed using LLK parser? इनमें से कौन सी लैंग्वेज है, which of the following languages describe all the languages that can be parsed using LLK parser? ठीक है, कौन सा सेट होगा जिसमें LLK parser की सारी लैंग्वेजेस पास हो सकती है, all LLK and LRK languages। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, which of the following describe all languages that can be parsed using LLK parser? LLK parser से जितनी पास हो रही है वो सारी all LLK and LRK languages, all languages, all LLJ languages such that J is less than equals to K, या all LL0। क्लियर? तो देखिए LLK parser से जो पास होने वाली लैंग्वेजेस है वो कौन सी होगी आपकी, डेफिनेटली LRK तो होगा नहीं क्योंकि इट इज सुपरसेट। सारी लैंग्वेजेस दैट इज आल्सो नॉट ट्रू। ऑल LL0 लैंग्वेजेस, सिर्फ LL0 लैंग्वेजेस ट्रू होगी आपकी, या फिर ऑल LLJ लैंग्वेजेस सच दैट J is less than equals to K। इन दैट केस आप क्या बोलेंगे कि इन दोनों ऑप्शन में से आप देखें तो ये वाली कंडीशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होल्ड हो रही है आपकी, तो सिर्फ LL0 लैंग्वेजेस जो है वही एक्सेप्ट होगी क्या, ऐसा नहीं है। LL1 भी एक्सेप्ट हो जाएगी, मतलब K की जो भी वैल्यू, K की वैल्यू मैंने लिख दिया दैट इज LL5, तो यहाँ से आप LL4 3 2 1 0 सारी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी J का वैल्यू आप रखेंगे यहाँ पे दैट इज लेस देन इक्वल्स टू K, दैट ऑल आर एक्सेप्टेड, तो C is the right answer। ठीक है, ऑल LLJ लैंग्वेजेस सच दैट J is less than equals to K, so C is the correct option। Next question number 6, how many shift reduce conflict in the CLR table of following grammar? देखिए इस ग्रामर के लिए अगर आप CLR टेबल बनाते हैं तो कितने शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। देखिए शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, अब हम यहाँ पे टेबल बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, हम ग्राफ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ग्राफ में भी इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ उसी आइटम को ग्रुप करें जिसमें आपको लग रहा है कि शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ऑगमेंटेड फर्स्ट आइटम क्रिएट करते हैं, ऑगमेंटेड ग्रामर एस डिस्टेंस टू डॉट एस, CLR का रूल होता है आपका, एंड साथ में आप लिखेंगे डॉलर, दैट इज लुक एट डॉट के बाद एस, तो इसके सारे प्रोडक्शन दैट इज डॉट AB, एंड इसके अलावा इसका कोई प्रोडक्शन नहीं, इसका लुक एट क्या लिखेंगे आप, दैट इज फ्रॉम दिस, ऑब्वियसली बीटा इज नल एंड डॉलर, तो क्या आएगा आपका डॉलर, फिर डॉट AB, तो A के प्रोडक्शन सारे लिख दिया आपने, दैट इज डॉट AA, एंड A का सेकंड प्रोडक्शन क्या है, डॉट B। ठीक है, इन दोनों का लुक एट कहां से चेक करेंगे, यहाँ से बीटा इज कैपिटल B एंड डॉलर, B एंड डॉलर का फर्स्ट निकालेंगे आप। देखिए B का फर्स्ट क्या आएगा आपका, दैट इज स्मॉल b। क्लियर है, तो अगर इसमें नल आता तो हम डॉलर पे जाते हैं, यानी सिर्फ क्या आएगा आपका सिंगल b, दैट इज दिस, सिंगल b इज जनरेटेड इन दिस केस। क्लियर, सो ये आपका जो बन रहा है दैट इज द आइटम I0। क्लियर, अब देखिए डॉट के बाद कैपिटल B नहीं आ रहा है, इसलिए B के प्रोडक्शन हमें यहाँ पर नहीं लिखना है, I0 दैट इज दिस। अब देखिए कैपिटल S पे जो भी आइटम बनेगा आपका दैट कैन नॉट जनरेट शिफ्ट रिड्यूस, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता, तो इस आइटम को कंप्लीट बनाना नहीं है क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन में कितना सॉल्व करना है, शिफ्ट और रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कितना होगा। सो व्हाटएवर द कंटेंट ऑफ दिस, ऑब्वियसली S टेंड्स टू S डॉट बनेगा, डॉलर आएगा, दैट आइटम I1, पर हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कहां आ सकता है, तो देखिए जब आप यहाँ पे कैपिटल A को अप्लाई करते हैं, ठीक है, सो कैपिटल A पे आपका जो प्रोडक्शन बनेगा क्या बनेगा, A S टेंड्स टू A डॉट B डॉलर। क्लियर, नाउ A B के प्रोडक्शन आएंगे आपके, तो दैट इज B टेंड्स टू डॉट B B। ठीक है, एंड B टेंड्स टू डॉट B, B के दोनों प्रोडक्शन। अब इसका लुक एट यहाँ से देखना आपको, देखिए लुक एट अगर देखें तो बीटा इज नल यानी कि S डॉलर आ जाएगा आपका, अभी तो इस केस में यहाँ पे लुक एट दैट इज दिस। ठीक है, इस पे A इनपुट देंगे आप तो A के लिए अलग रो जाएगा आपका, ठीक है, और B इनपुट के लिए अलग रो करेगा। देखिए A के लिए A डॉट A आएगा, A के प्रोडक्शन आ जाएंगे आपके, ठीक है, एंड आफ्टर दैट अगर आप देखें तो कोई भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल नहीं क्योंकि सेम इनपुट यहाँ पे कभी जनरेट नहीं होगा। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज A डॉट कैपिटल A एंड लुक एट एज इट इज B। नाउ कैपिटल A के प्रोडक्शन आपको सारे लिखना है, दैट इज AA, एंड सेकंड क्या आएगा आपका, दैट इज डॉट B। सो इन दैट केस A के दोनों प्रोडक्शन लिखे आपने, और लुक एट यहाँ से देखना आपको तो बीटा इज अगेन नल यानी कि जो आपका कॉमा के बाद लिखा है दैट इज एज इट इज
दिस यहाँ पे आ जाएगा लूप एट बी। अगेन देखिए यहाँ पे इनपुट अलग चलेगा आपका, ए इनपुट देने पे आपका ये इसी पे लूप लग जाएगा, दैट इज द लूप ऑफ ए, बिकॉज़ ए के लिए एक्जेक्टली सेम पैटर्न बन रहा है। बी के लिए क्या हो जाएगा आपका, टर्मिनेट हो जाएगा, सेम यहाँ से जो बी इनपुट के लिए टर्मिनेट होगा आपका, दैट इज स्मॉल बी के लिए, ए डैश टू बी डॉट, ठीक है, एंड लूप एट बी एज इट इज, ये बी के लिए आ जाएगा। तो ये तो एंड हो गया आपका आइटम। नाउ इस आइटम पे आप देख रहे हैं कैपिटल बी अप्लाई करने पे भी ये क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा, दैट रिड्यूस टू सम आइटम। नाउ वी ओनली चेक फॉर इनपुट बी, देखिए इस पे बी पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि जैसे बी अप्लाई करेंगे ये रिड्यूस होगा और ये आपका क्या बनेगा, शिफ्ट ऑपरेशन। जब स्मॉल बी इनपुट अप्लाई करेंगे तो हम करेंगे बी डैश टू बी डॉट कैपिटल बी एंड डॉलर, और यहाँ पे क्या आएगा बी डैश टू बी डॉट एंड डॉलर। अब बी डॉट कैपिटल बी आया तो बी के सारे प्रोडक्शन फिर से लिखने हैं आपको, दैट इज डॉट बी बी एंड डॉलर, फिर डॉट बी एंड डॉलर। ये डॉलर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डॉट के बाद बी के बाद कोई टर्मिनल या वेरिएबल नहीं है, ऑब्वियसली जो फर्स्ट आएगा वो डॉलर ही आएगा आपका, दैट इज सीएलआर, ठीक है, सीएलआर का रूल क्लियर होना चाहिए आपको। नाउ इन दैट केस अब अगर आप देखें ये जो आइटम है, अगेन इसमें आपको दिख रहा है बी इनपुट अप्लाई करेंगे तो ये लूप पे आ जाएगा, ठीक है, और कैपिटल बी पे ये कहीं और आइटम पे रिड्यूस हो जाएगा, डॉट कैपिटल बी डॉट के बाद कैपिटल बी है तो वो रिड्यूस हो जाएगा। मतलब इस केस में अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसके लिए रिड्यूस की एंट्री होगी आपकी, ठीक है, और शिफ्ट की एंट्री किसके इनपुट पे जा रही है आपकी, दैट इज स्मॉल बी एंड कैपिटल बी, दो के लिए शिफ्ट की एंट्री आपकी, स्मॉल बी पे आपका बोल रहे बी डॉट कैपिटल बी आएगा आपका, ठीक है, ये आइटम जनरेट होगा वैसे कि लूप एट सेम है आपका, जो यहाँ पे स्मॉल बी के लिए आपने लूप एट यूज किया वो आपका यहाँ पे बन रहा है, तो इस पे भी इनपुट पे आइटम आ रहा है तो इस पे बी पे ये आएगा, यानी कि लूप लग जाएगा आपका। नाउ अब अगर आप देखिए तो इट इज रिड्यूस, रिड्यूस की एंट्री क्या करेंगे आप इसके लिए, इन द डॉलर, और डेफिनेटली डॉलर आपका इनपुट में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट इस आइटम के लिए पॉसिबल नहीं, और बाकी किसी आइटम में रिड्यूस हो ही नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ शिफ्ट एंट्री हो रही है। तो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आ सकता था अगर यहाँ पर कहीं कॉमन टर्मिनल होता लूप एड में, ठीक है, दैट इज डेफिनेटली नॉट प्रेजेंट, दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे कि इन दैट केस जो आपका इनपुट है वो आपका ओनली क्या रहेगा, दैट इज बी एंड लूप एड जो है वो क्या आपका, दैट इज डॉलर, सो देयर इज नॉट एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो जीरो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट होंगे यहाँ पे। तो जिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में आपको लग रहा है कि वहां से कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, सिर्फ उसी को ग्रो करिए, इतना अगर आपको देख के समझ में आ रहा है कि नहीं इसको ग्रो करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जैसे ये भी इनपुट पे रिड्यूस होगा, ये रिड्यूस होगा, शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट यहां से आ सकता था आपका, बट वहां से नहीं आ रहा है, यानी कि इट इज जीरो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, सो इट इज करेक्ट ग्रामर, यानी कि इट इज जनरेट प्रॉपर सीएलआर टेबल, क्लियर है, सो आंसर इज जीरो। हाउ मेनी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, आंसर इज जीरो, ठीक है, आंसर आएगा आपका जीरो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लेट्स ट्राई दिस। द गिवन ग्रामर इज, ग्रामर दी हुई है आपको, दैट ग्रामर इज फर्स्ट एसएलआर, सीएलआर1, एलएलआर1 या नन ऑफ दिस। तो देखिए अगर सीएलआर है तो एसएलआर भी होगी, ठीक है, सॉरी एसएलआर है तो सीएलआर1 भी होगा और एलएलआर1 भी होगा, बट अगर एसएलआर नहीं है वो ग्रामर, सो इन दैट केस आपको फिर क्या करना है, सीएलआर1 के लिए चेक करना है, अगर सीएलआर1 है तो फिर आप उसमें मर्जिंग करके देखेंगे कहीं एलएलआर1 हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इन दैट केस अगर आप देखें यहाँ पर, क्योंकि ऑप्शंस आपको इस टाइप से दिए हैं, तो इफ यू सर्च दैट बी सीएलआर है या नहीं, ठीक है, अगर सीएलआर नहीं है वो पर्टिकुलर ग्रामर, सो डेफिनेटली वो एसएलआर और एलएलआर तो होगी नहीं, सो जस्ट ट्राई फॉर सीएलआर, ठीक है, या अगर सीएलआर नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपका एसएलआर एलएलआर नहीं होगा, और उस केस में आप आंसर क्या बोल सकते हैं, नन ऑफ दिस, या फिर आप क्या बोलेंगे इट मे बी पॉसिबल कि वो क्या है आपका एसएलआर, ठीक है। तो देखिए अगर एसएलआर है तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं द प्रोडक्शन इज लाइक दिस, अब आपको नल प्रोडक्शन दिख रहा है तो कहीं ना कहीं डॉट तो आएगा, ठीक है, तो मैं अगर पहला ऑगमेंटेड i0 आइटम कंसीडर करता हूं, एस दिस टेंड्स टू डॉट ए बी 0c, ठीक है, डॉट ए बी 0c, एस दिस टेंड्स टू आप पहले तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दैट इज एस दिस टेंड्स टू डॉट एस, और फिर एस के प्रोडक्शन आपको लिखना है, दैट इज डॉट एस, एस के बाद जो भी प्रोडक्शन आएगा दैट इज ए बी 0c, फिर ए के प्रोडक्शन दैट इज डॉट bc, बी का प्रोडक्शन दैट इज 1, ठीक है, डॉट 1, एंड बी का सेकंड प्रोडक्शन क्या आएगा आपका नल, देखिए सारे प्रोडक्शन आ रहे हैं, डॉट के बाद ए था तो ए के प्रोडक्शन, ए का प्रोडक्शन फिर डॉट के बाद बी आया तो बी के प्रोडक्शन, अभी कैपिटल सी नहीं आ रहा है क्योंकि डॉट के बाद सी वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा, दैट इज i0 आइटम, ठीक है, दैट इज i0, ठीक है। अभी हम एसएलआर वाला हमने कंसीडर किया, इसके आगे लूप एड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सीएलआर, तो जस्ट चेक फॉर दैट एसएलआर इस आइटम में, क्योंकि देखिए इस आइटम में आपको दिख रहा है कि यहां रिड्यूस की एंट्री इसके लिए होगी, और डेफिनेटली यहां पे शिफ्ट क्या है आपका, कैपिटल एस, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड दैट इज 1, ये चार इनपुट जाएंगे आपके। सो अब ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट किसके थ्रू आ सकता है, दैट इज 1, इस 1 के थ्रू आ सकता है, इस पर्टिकुलर बी के लिए हम रिड्यूस की एंट्री करेंगे, दैट इज द प्रोडक्शन नंबर, इसको बोला आपने R1, R2 एंड दैट इज R3, इसके लिए R4, R5 एंड R6, तो ये R3 नंबर का प्रोडक्शन है जो बी रेस्ट हुए, इसके लिए फॉलो ऑफ बी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, दैट इज फॉलो ऑफ बी, बिकॉज़ रिड्यूस की एंट्री के लिए फॉलो कैलकुलेट करते हैं, अगर फॉलो ऑफ बी में 1 आ रहा होगा तो आपका क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, और इन दैट केस आप क्या बोलेंगे इट इज नॉट एसएलआर, ठीक है। फॉलो ऑफ बी में अगर आप देखें तो बी के बाद क्या आ रहा है, दैट इज 0, यहां पे भी और एक भी यहां पे, तो 0 तो फर्स्ट ऑफ 0 क्या आएगा आपका, दैट इज 0, फर्स्ट ऑफ सी इज 0 एंड नल, देखिए फर्स्ट ऑफ सी क्या आ रहा है 0 एंड नल, ठीक है, तो 0 तो इंक्लूड कर लिया आपने ऑलरेडी, फॉलो ऑफ बी में नल नहीं आ सकता तो इस नल को माइनस करना है आपको, देखिए आपने बी दो प्लेस पे था, यहां से फर्स्ट निकाला दैट इज 0, सी के फर्स्ट में क्या आ रहा है नल, तो इस नल को माइनस करके आप जिससे जनरेट कर रहे हो उसका फॉलो इंक्लूड करेंगे, दैट इज फॉलो ऑफ ए यूनियन फॉलो ऑफ ए, देखिए फॉलो ऑफ ए क्या आएगा आपका, ए यहां पे आ रहा है, दैट इज दिस, दैट इज फर्स्ट ऑफ बी, फर्स्ट ऑफ बी क्या है आपका, दैट इज 1 एंड नल, ठीक है, फॉलो ऑफ बी कैलकुलेट किया आपने तो 0 आ रहा था, दैट इज हियर, एंड यहां से आपने बोला कि नल आ रहा है, इसलिए फॉलो ऑफ ए इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, फॉलो ऑफ ए में हम यहां पर देखें तो ए जिस प्लेस पे आ रहा है इसके अकॉर्डिंग इसका फर्स्ट निकालना है b0 और c का, तो b के फर्स्ट में 1 नल रिमूव करेंगे और आगे का 0 क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि यहां से 1 0 आएगा आपका, तो 0 ऑलरेडी है, तो सेट फॉलो ऑफ b कंटेन 1 एंड 0, तो इनपुट देखिए फॉलो में 1 0 आ गया तो यहां 1 इनपुट पे भी, तो 1 1 इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा आपका, दैट्स कॉमन, यानी कि इस 1 के लिए आप रिड्यूस की एंट्री करेंगे, इस 1 इनपुट में रिड्यूस की एंट्री करेंगे इस पर्टिकुलर i0 आइटम में, और 1 इनपुट पे शिफ्ट की एंट्री हो रही है बिकॉज़ 1 अप्लाइड इनपुट, सो ये आपका एसएलआर तो नहीं है, तो देखिए सीएलआर के लिए चेक कर लिए, इट इज नॉट सीएलआर तो आंसर आपका नन ऑफ दिस आ जाएगा, सीएलआर के लिए आप जस्ट क्या करें, यहां पे लूप एडिट कर दें, देखिए आगे ग्रो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहीं से प्रूव हो जाएगा आपका, मतलब अगर फॉल्स है तो यहीं से प्रूव हो जाएगा, अगर फिर आप ग्रो करेंगे दैट इज डॉलर, अब देखिए ये डॉलर लिखते हैं लूप एड, फिर एस के प्रोडक्शन यहां पे भी डॉलर आ जाएगा क्योंकि बीटा इज ना, ए के प्रोडक्शन के लिए आप लूप एड कर लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ दिस ए के बाद जो लिखा है उसका फर्स्ट b0c का फर्स्ट, तो b0c का फर्स्ट क्या आएगा आपका, b का फर्स्ट दैट इज 1 एंड नल को रिमूव करेंगे तो आगे का 0 इंक्लूड कर लेंगे आप, तो दैट इज 1 0, फिर a डॉट b, तो b के इंक्लूड किया ठीक, डॉट के बाद भी आ रहा तो b के प्रोडक्शन दो इंक्लूड किए, दोनों का लूप एड यहां से लिखना है, फर्स्ट ऑफ c फर्स्ट ऑफ c एंड 1 0, c के फर्स्ट में नल आ रहा है, डेफिनेटली नल रिमूव करेंगे तो आगे का इंक्लूड कर लेंगे आप, दैट इज 0 1 यहां पे क्या जाएगा, 0 1 यहां पे क्या जाएगा, डेफिनेटली अब फॉलो ऑफ b जो है ऑलरेडी, अब b के इसमें किसकी एंट्री करेंगे, फॉलो की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीएलआर में क्या करते हैं, जो लूप एड वहां पे एंट्री होगी तो 0 1 में एंट्री होगी आपकी b के फॉलो, क्लियर, इन दैट केस यहां पे अगर आप देखें तो इनपुट 1 अप्लाई हो रहा है, सो अगेन कंप्लीट होगा, ठीक है, फॉलो और इनपुट दोनों में शिफ्ट और रिड्यूस कंप्लीट होगा, सो इट इज आल्सो नॉट सीएलआर, सो दैट्स व्हाई इट इज नन ऑफ दिस, एलएलआर भी नहीं हो सकता अगर सीएलआर नहीं, तो यू कैन डायरेक्टली ट्राई सीएलआर पहले अगर हम सीएलआर देख लेते तो डेफिनेटली वो एसएलआर भी नहीं होता आपका, गॉट इट, इस तरीके से आप उसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सो इट इज द राइट आंसर, थैंक यू।
जानता हूँ। ना এমনি লিখেছি রিয়েল লাইফকে রিলেট করবে না। पार्सर LLR पार्सर क्या होता है आपका? तो देखिए LLR पार्सर का सेम है CLR पार्सर with one difference. एक डिफरेंस होता है in CLR parser two states differ only in look ahead then we combine those states in LLR parser and after minimization the passing table has no conflict and the grammar is LLR parser. ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है कि जो भी आपका ग्रामर है जिसके लिए आप CLR कंस्ट्रक्ट करते हैं यानी कि एक्जेक्टली पहले आपको पूरा टास्क CLR का परफॉर्म करना है यानी if you want to construct LLR parser then you must know about the CLR. ठीक है, CLR का प्रोसीजर पूरा आपको क्लियर होना चाहिए यानी आप पूरा CLR फॉलो करेंगे एट द एंड जब आप टेबल क्रिएट कर रहे हैं टेबल क्रिएट करके आप देखेंगे कि ऐसे दो आइटम जिनका लुक हेड डिफर है बाकी आइटम सेम है। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक आइटम है आई इसका करेस्पॉन्डिंग हम बोल रहे हैं यहाँ पे जो प्रोडक्शन रूल लिखे हैं कुछ आपने, ठीक है, मान लीजिए हमको प्रोडक्शन रूल लिखा था दैट इज s टेंड्स टू a डॉट a, ठीक है, और इसमें लुक हेड में लिखा है डॉलर, फिर आपने लिखा दैट इज b डॉट b डॉट a, इसका लुक हेड दैट इज डॉलर, ठीक है, तो आइटम इसमें फिर मैंने एक प्रोडक्शन लिखा दैट इज डॉट a, ठीक है, s टेंड्स टू डॉट a एंड प्रोडक्शन एक्जेक्टली सेम है आपकी, ठीक है, दैट इज डॉट a और s टेंड्स टू b डॉट a, यहाँ पे भी हम b डॉट a एज्यूम करते हैं, तो दोनों में प्रोडक्शन सेम है बट लुक हेड डिफरेंट है, मान लीजिए लुक हेड डिफरेंट है, ठीक है, इसकी लुक हेड डिफरेंट है और इसकी लुक हेड डिफरेंट है बट प्रोडक्शन जो आइटम है दोनों के आइटम की प्रोडक्शन क्या है सेम है। इन दैट केस हम क्या बोलते हैं CLR में अलग-अलग स्टेट बनाते हैं बट LLR में क्या करते हैं इसको मर्ज कर देंगे, दोनों को हमने क्या कर दिया मर्ज कर दिया इन CLR, इन दैट केस इन LLR में हमने क्या कर दिया इन दोनों को मर्ज कर दिया। सो इस टाइप से आपको टेबल में स्टेट्स फाइंड करनी है जिसका लुक हेड डिफरेंट है बट आइटम सेम है, ठीक है, यानी आइटम इज ओनली डिफर बाय इट्स लुक हेड एंड मर्ज दैट आइटम एंड आफ्टर मर्जिंग उस टेबल में आपको देखना है कि कहीं कंफ्लिक्ट तो नहीं आ रहा है, अगर कंफ्लिक्ट आ रहा है सो वो LLR नहीं होगा और अगर नहीं आ रहा है तो वो LLR भी होगा, ठीक है। अब मान लीजिए मर्ज करने के पहले आपको टेबल में कंफ्लिक्ट दिखे तो दैट मींस वो CLR ही नहीं, डेफिनेटली अब पहले अगर आपको कंफ्लिक्ट दिखा तो उस केस में आपको मर्जिंग करनी नहीं है, डायरेक्टली क्या बोलेंगे इट्स नॉट LLR। सो ग्रामर आप CLR बना रहे हैं अगर वो CLR है सो इन दैट केस आप क्या करेंगे उसकी मर्जिंग करेंगे और अगर मर्जिंग में वो कोई कंफ्लिक्ट नहीं आ रहा है दैट मींस वो LLR भी होगा, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं इसको। देखिए ग्रामर दिया s टेंड्स टू a टेंड्स टू a and a टेंड्स टू b। नाउ वी वांट टू कंस्ट्रक्ट LLR पार्सर, तो देखिए अगेन एक्जेक्टली सेम रूल ऑफ CLR का रूल क्या है आपका, फर्स्ट क्रिएट ऑगमेंटेड ग्रामर s टेंड्स टू s डबल a s a कैपिटल A एंड s a टू b, ये ऑगमेंटेड ग्रामर बना दिया आपने। नाउ विद द हेल्प ऑफ ऑगमेंटेड ग्रामर हम CLR में क्या बोलते हैं जो फर्स्ट प्रोडक्शन है इसका क्लोजर निकालना है आपको, फाइंड द क्लोजर विद लुक हेड इंक्लूड करेंगे हम। देखिए क्लोजर निकालने के बाद जो आइटम आएगा दैट इज i0 आइटम, तो वो i0 आइटम आपका क्या बनेगा, तो i0 आइटम की अगर हम बात करें तो i0 आइटम कंटेन s टेंड्स टू डॉट s एंड साथ में आपको लिखना है डॉलर बिकॉज़ डॉलर इज इंक्लूड एज अ लुक हेड, ये क्या आपका लुक हेड। नाउ डॉट के बाद s आ रहा है आपका तो s के सारे प्रोडक्शन दैट इज s टेंड्स टू a s के प्रोडक्शन क्या है आपके फर्स्ट प्रोडक्शन दैट इज s टेंड्स टू a एक्जेक्टली एक प्रोडक्शन, इस प्रोडक्शन के आगे डॉट लगा दिया आपने। अब s के जितने भी प्रोडक्शन आप लिखेंगे, ठीक है, डॉट के बाद s आ रहा है तो s के प्रोडक्शन आपने इंक्लूड किया, इसके प्रोडक्शन जो भी हम लिख रहे हैं इन दैट केस हमें क्या देखना है जो भी लुक हेड यहाँ पे आएगा वो यहाँ से फॉलो करना है। तो देखिए लुक हेड के लिए हम क्या लिखते हैं कि जो भी वेरिएबल का आपने प्रोडक्शन इंक्लूड किया जो डॉट के बाद आ रहा है उसके बाद जो लिखा है उसका और जो लुक हेड है दोनों को मर्ज करके उसका फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ नहीं लिखा है दैट इज नल, सो ओनली डॉलर का फर्स्ट क्या आएगा आपका डॉलर ओनली दैट इज डॉलर, तो s के प्रोडक्शन लिया। नाउ s के बाद डॉट a लिखा है a के प्रोडक्शन भी आपको लिखने a के प्रोडक्शन है डॉट a एंड डॉट b, तो प्रोडक्शन आपके a के आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों में लुक हेड आपका क्या बनेगा, तो देखिए ये दोनों प्रोडक्शन क्यों लिखा हमने क्योंकि यहाँ डॉट के बाद a आ रहा है तो डॉट के बाद जो आ रहा था उसका प्रोडक्शन लिखा। अब उसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो रिमेनिंग है दैट इज a एंड दिस डॉलर, इन दोनों को साथ में रख के इसका फर्स्ट निकालना है आपको, ठीक है, क्योंकि हम क्या रूल यूज करते हैं फर्स्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि अगर आपका प्रोडक्शन इज लाइक दिस a टेंड्स टू अल्फा डॉट b बीटा एंड गामा, इस टाइप से कोई आइटम में प्रोडक्शन है देन फाइंड फर्स्ट ऑफ बीटा गामा, फर्स्ट किसका फाइंड करते हैं हम बीटा और गामा का, फाइंड फर्स्ट ऑफ बीटा एंड गामा, तो बीटा और गामा का फर्स्ट कैलकुलेट करने पे अगर आपका कुछ आ रहा है सो इन दैट केस हम क्या करेंगे उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, क्लियर है। फर्स्ट ऑफ बीटा गामा हम यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, सो इस केस में बीटा क्या है आपका कैपिटल A और गामा क्या है डॉलर, तो a और डॉलर दोनों को साथ में रख के इसका फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या आएगा आपका फर्स्ट ऑफ a एंड डॉलर, फर्स्ट ऑफ a क्या है, जब भी दो आपके इस टाइप से प्रोडक्शन होता है तो पहला जो प्रोडक्शन का वेरिएबल या टर्मिनल जो उसका निकालेंगे तो a का फर्स्ट आएगा आपका a एंड b, अगर इसमें कहीं ना आता तो हम आगे जाके बनल नहीं है सिर्फ a और b आएगा आपका फर्स्ट, so that is a comma b, here is also a comma b, clear, this item is i0 आइटम ये आपका बन गया, क्लियर ना। अब यहाँ पर हम i0 आइटम पर इनपुट अप्लाई करेंगे दैट कैपिटल S से जो आपका आइटम बनेगा दैट इज s this tends to s डॉट एंड डॉलर एज इट इज, जब भी हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो हम डॉट को शिफ्ट करेंगे और लुक हेड एज इट इज रखेंगे, डॉट को शिफ्ट कर दिया हमने लुक हेड एज इट इज लिख दिया दैट इज डॉलर। नाउ इस पे कैपिटल A इनपुट आएगा आपका, कैपिटल A इनपुट करने पे क्या आता है आपका देखिए, सो s tends to a डॉट डॉट शिफ्ट हुआ आपका लुक हेड एज इट इज लिखा, जब भी हम डॉट शिफ्ट करेंगे उसका लुक हेड एज इट इज आएगा a डॉट a लुक हेड डॉलर। नाउ डॉट के बाद वेरिएबल आ रहा है इसके सारे प्रोडक्शन डॉट a ठीक है एंड a tends to डॉट b, डॉट a एंड डॉट b दोनों प्रोडक्शन। नाउ इन दोनों के लुक हेड कहां से देखना है इस प्रोडक्शन से फर्स्ट वाले से, क्योंकि इसके बाद डॉट के बाद ये आ रहा था तो इंक्लूड किया हम यहाँ पे बीटा ना ले, हम क्या लिखते हैं बीटा सर्च करते हैं जिस भी डॉट के बाद जो भी लिखा उसके बाद बीटा और गामा, तो बीटा ना ले, ठीक है, बीटा इज नल, सो ये जो लिखा है ये लुक हेड में आ जाएगा आपका, इसका फर्स्ट लिया है सो दैट इज दिस ये i1 ये i2 एंड नेक्स्ट इनपुट इज स्मॉल b, जब स्मॉल b अप्लाई करेंगे हम a टेंड्स टू b डॉट लुक हेड इज a कॉमा b एज इट इज लुक हेड रहेगा आपका, डॉट को जस्ट क्या करना है आपको शिफ्ट, ठीक है, दैट इज i3 थर्ड स्टेट, डॉट को आपने शिफ्ट किया लुक हेड एज इट इज लिखा दैट इज a कॉमा b, क्लियर। नाउ नेक्स्ट अब i1 देखिए आपका कंप्लीटली क्या हो चुका है, रेड्यूस हो चुका है, i1 को इनपुट अप्लाई नहीं कर सकते, इनपुट हम वहीं पे अप्लाई करेंगे जहां डॉट के बाद कुछ दिख रहा है, आइदर टर्मिनल हो या वेरिएबल हो, ठीक है। सो दैट केस अगर हम देखें
यहाँ पर इस केस में आप क्या लेंगे, दैट इज कैपिटल, इस पे इनपुट अप्लाई करेंगे, I1 इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड, इस पर आपने कैपिटल ए इनपुट अप्लाई किया, कैपिटल ए पे आपका क्या आएगा, दैट इज S टेंड्स टू A डॉट एंड डॉलर, ठीक है, ये बना डॉट शिफ्ट कर दिया, स्मॉल ए, देखिए स्मॉल ए पे आपका जो आइटम बनेगा दैट इज A टेंड्स टू A डॉट A एंड डॉलर एज इट इज, फिर डॉट के बाद ए आया आपका कैपिटल ए, देखिए इसमें आपने कैपिटल ए अप्लाई किया, यहाँ पे हमारा स्मॉल ए इनपुट अभी बाकी, दैट इज दिस, ठीक है, इस पे स्मॉल ए इनपुट रहेगा अपने, पहले हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, स्मॉल ए इनपुट पे क्या आ रहा है आपका, देखिए स्मॉल ए इनपुट पे यहाँ पे जो आइटम आएगा दैट इज, पहले आप स्मॉल ए अप्लाई करेंगे और फिर बी अप्लाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, हमने पहले बी अप्लाई कर दिया तो दैट इज नॉट एन इशू, हम फिर ए अप्लाई कर दिया दैट इज A डॉट A फिर A कॉमा B, ठीक है, एंड A टेंड्स टू B डॉट, क्लियर, दैट इज A कॉमा B, सॉरी नॉट B डॉट, ए इनपुट अप्लाई करना है, ए के बाद ए के जितने भी प्रोडक्शन है आपको ए के सारे प्रोडक्शन इंक्लूड करने के लिए डॉट के बाद क्या आ रहा है, डॉट A एंड डॉट B, इन दोनों का लूप ऊपर से कॉपी करेंगे हम, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे बीटा इज नल यानी कि AB एज इट इज आ जाएगा आपका, दैट इज AB एंड दैट इज AB, दोनों एज इट इज आ गया, क्लियर, नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस, जैसे आपने फाइंड किया, ठीक है, दैट इज 8 को हमने मान लीजिए बोलते हैं दैट इज I4, नाउ फिर हमने इस पे ए इनपुट अप्लाई किया दैट इज A डॉलर, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आएगा दैट इज कैपिटल A, तो A की प्रोडक्शन डॉट A एंड डॉट B, दोनों केस में लूप ऊपर से देखना है, यहाँ पे बीटा नल है, बीटा डॉलर, तो डॉलर से आ जाएगा आपका, ठीक है, दैट इज D, नेक्स्ट आइटम, नाउ इस पे कैपिटल A के लिए बना दिया, स्मॉल b के लिए आप देखें, देखिए स्मॉल b के लिए प्रोडक्शन आएगा आपका दैट इज A टेंड्स टू B डॉट, ठीक है, एंड डॉलर एज इट इज B डॉट एंड डॉलर एज इट इज, ठीक है, सो यहाँ पर रिड्यूस हो गया फाइनली, नाउ अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं इन दैट केस इसके इनपुट हो गया, ये रिड्यूस हो गया, तो ये दोनों आइटम आपको दिख रहे हैं, का मतलब क्या बोलेंगे कि जो आइटम डिफरेंट है उसे मर्ज कर देना है आपको जस्ट, ठीक है, यानी कि जिसका लूप है डिफरेंट है आइटम क्या है आपके प्रोडक्शन सेम है, तो ये दोनों प्रोडक्शन सेम दिख रहे हैं, इसमें इस स्टेट के वजह से स्टेट के प्रोडक्शन सेम है बट लूप है डिफरेंट है, तो ये फाइनली मर्ज होगा आपका आफ्टर CLR टेबल कंस्ट्रक्शन, तो पहले तो हम इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं, तो ये आपका हो गया, इस पे कैपिटल A क्या आएगा आपका A टेंड्स टू A डॉट एंड A कॉमा B, दैट इज दिस, ठीक है, A डॉट एंड A कॉमा B, और स्मॉल ए आप अप्लाई करेंगे, देखिए स्मॉल ए पे आपका एक्जेक्टली ये जो यहाँ पे स्मॉल ए अप्लाई किया था आपने, जिस प्रोडक्शन पे स्मॉल ए अप्लाई किया था वही प्रोडक्शन यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ए का लूप बनेगा, दैट इज द लूप ऑफ ए, और बी इनपुट पे यहाँ पे आ जाए, दैट इज गोस टू हियर, क्योंकि बी डॉट बनने वाला है और लूप एट ए भी यहाँ पे वही होगा, बी डॉट एंड लूप एट ए, नाउ इन दैट केस इसके लिए अगर आप देखें ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आप एक इनपुट अप्लाई करेंगे दैट इज कैपिटल A, कैपिटल A पे आपका जो बनेगा दैट इज A टेंड्स टू A डॉट एंड लूप एट इज डॉलर, अगेन ये फाइनली रिड्यूस हो गया, तो देखिए ये प्रोडक्शन होगी, अगेन आपको सेम दिख रहा है बट लूप एट क्या है डिफरेंट, इस पे स्मॉल ए इनपुट पे ये बन जाएगा A का लूप, दैट गोस टू लूप ऑफ A, बिकॉज़ जो A इनपुट जिस प्रोडक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं उसी प्रोडक्शन पे आपने यहाँ पे इनपुट अप्लाई किया था, तो उससे ये प्रोडक्शन आ रहा है, तो इसलिए ये है, एंड B पे यहाँ जाएगा, दैट्स करेक्ट, ये क्योंकि B पे आपका जो प्रोडक्शन है B डॉट डॉलर, तो B डॉट डॉलर ये बन रहा है, नाउ अब देखिए आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग स्टेट का नेम दे दिया आपने I1 I2 I3 I4, दैट इज I5 I6 I7 I8 एंड I9, फिर दैट इज द स्टेट्स, नाउ अब CLR की टेबल आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग टेबल आपको मर्जिंग करनी है, या अगर आपको प्रैक्टिस है कि यू नो वेरी वेल और ये लेना, सो आप डायरेक्टली डायग्राम को देख के भी मर्ज कर सकते हैं, बट हम पहले यहाँ पर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्या करना है आपको सारी स्टेट्स लिख देना है, स्टेट कितनी है दैट इज I0 टू I9, यानी 10 स्टेट I0 I1 I2 I3 4 5 6 7 8 and 9, ठीक है, दैट इज दिस, नाउ इनपुट्स क्या क्या आपके, देखिए इनपुट आपका दैट इज सिंगल A P डॉलर कैपिटल S एंड कैपिटल A, ठीक है, सो दैट इज कैपिटल A, अभी आपको जस्ट क्या करना है डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करना है, इस डायग्राम से टेबल बना देनी है आपको, सो इन दैट केस हम यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं I0 पर स्मॉल a इनपुट पे कहां जा रहा है I4 पे, तो मेरी दैट इज S4, ठीक है, स्मॉल b पे S3 I3 चेक करेंगे S3, नाउ आफ्टर दैट कैपिटल A दैट इज 2 कैपिटल S1, नाउ I1 में आपको दिख रहा है स्टार्टिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑगमेंटेड ग्रामर इज एक्सेप्ट, यानी स्टार्टिंग वेरिएबल ऑफ ओरिजिनल ग्रामर इज रिड्यूस्ड, सो दैट्स व्हाई इट रिटर्न एक्सेप्ट हियर, यहाँ पे फिक्स आपका एक्सेप्ट लिखना है आपको, जहां भी आपका स्टार्टिंग प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट के डॉलर सेल वाले में हमें क्या लिखना है एक्सेप्ट, नाउ I2 पर स्मॉल a S6, ठीक है, I2 पर स्मॉल a I6 पे जा रहा है तो S6 लिखेंगे, स्मॉल b I7 तो S7, क्लियर, नाउ इस पे कैपिटल A पे कहां जा रहा है 5 पे, तो 5 लिख दिया आपने, दैट इज 5 ओनली, I3 पर इनपुट क्या आपका दैट इज I3 स्टेट ऑलरेडी रिड्यूस है, इस पे रिड्यूस की इंक्लूड I4 पे अगर आप देखें तो स्मॉल a पे I4 और b पर I3, यानी कि S4 S3 आएगा, क्लियर, नाउ I5 दैट इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड, I6 पे स्मॉल a पे I6 एंड b पे 7, यानी 6 7 ये बनेगा आपका, इन केस ऑफ I6 I7 रिड्यूस हो गया, I8 रिड्यूस हो गया, I9 रिड्यूस हो चुका है, क्लियर, सो दैट इज द ऑल एंट्रीज ऑफ शिफ्ट एंट्री हमने परफॉर्म कर दी, दैट ऑल आर दिस, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल A अप्लाई किया था हमने I4 पे कैपिटल A अप्लाई कर रहे थे, कहां जा रहा है 8 पे, ठीक है, आपको यहाँ 8 लिखना है, और I6 पे कैपिटल A अप्लाई करने पे 9 पे जा रहे हैं, तो यहाँ 9 लिखना है, ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी, इसके अलावा कहीं भी कैपिटल वेरिएबल अप्लाई नहीं कर रहे, क्लियर, नाउ इस पर्टिकुलर टेबल में अब आपको देखना है, अब देखिए अब आप फाइंड करेंगे कि आपका ऑब्वियसली यहाँ पे कोई मल्टीपल एंट्री नहीं है, ठीक है, सो अब आपको क्या करना है रिड्यूस की एंट्री करना है, उसके थ्रू देखना है कि मल्टीपल एंट्री तो नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही है तो आपका CLR है, वो CLR है तो फिर उसे आप मर्जिंग करेंगे LLR के लिए विद कॉमन डेटा आइटम, ठीक है, लेकिन पहले आप रिड्यूस की एंट्री करें, कहां पर रिड्यूस हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्ट हमने ऑलरेडी किया, फिर आपका रिड्यूस हुआ I3 में कौन सा प्रोडक्शन नंबर है, देखिए आपने हर एक नंबर प्रोवाइड किया दैट इज R1 R2 एंड R3, तो I3 में जो आपने प्रोडक्शन रिड्यूस किया है दैट इज R3 नंबर, कहां पे एंट्री करनी है, जो उसका लूप है A और B में R3 लिखना है, इन दी रो I3 रो में A और B में R3 लिख दिया, दैट इज R3, क्लियर, नाउ इसके बाद अगर हम देखें सो इन दैट केस ये आपका कंप्लीट हुआ, फिर रिड्यूस यहाँ पे हो रहा है आपका दैट इज I5, प्रोडक्शन नंबर इज R1, कहां लिखना है डॉलर में, I5 के डॉलर में हमने R1 लिख दिया, दैट इज R1, नेक्स्ट फिर आपने यहाँ पे देखा दैट इज I6
I6 में कोई एंट्री नहीं है, रिड्यूस की I7 में रिड्यूस की एंट्री है, दैट्स 8 to b डॉट, अगेन प्रोडक्शन नंबर इज R3, कहां पे लिखना है डॉलर में, तो I7 में डॉलर में R3 लिख दिया, दैट इज दिस I7 के डॉलर में आपने लिख दिया R3, I8 प्रोडक्शन नंबर इज R2, कहां लिखना है AOD में, R2 AOD में, I9 अगेन प्रोडक्शन नंबर R2, कहां पे लिखना है डॉलर, दैट इज R2. नाउ अब आपको वो आइटम फाइंड करनी है जिसकी प्रोडक्शन रूल सेम है बट लुक एट डिफरेंट है. तो ऐसे कौन-कौन से आइटम आपके हैं जिसके प्रोडक्शन रूल सेम है बट लुक एट डिफरेंट है. तो देखिए यहां पे आप देखें, दैट इज वन इज एक तो I3 एंड I8, सॉरी I3 एंड I7, 3 and 7, ठीक है, 8 to b डॉट, 8 to b डॉट, लुक एट डिफरेंट है बट प्रोडक्शन सेम. तो 3 और 7 आप मर्ज कर सकते हैं, I3 I7 को हम ट्राई करेंगे मर्ज करने का, ठीक है. फिर I4 और I6, देखिए 4 और 6 का सेम है, एक्जेक्टली सेम है, बस लुक एट डिफरेंट है, बाकी प्रोडक्शन सेम. 4 6 ट्राई करेंगे हम मर्ज करने की, दैट इज 4 6, ठीक है. नाउ नेक्स्ट दैट इज 4 6, ठीक है. इसके बाद अगर आप देखें तो कोई और आइटम, ये 9 और 8 ये दोनों भी सेम है आपके प्रोडक्शन, एक लुक एट डिफरेंट है, तो दैट इज 8 9, यहां पे आप कर लेंगे दैट इज 8 एंड 9, तो 8 9 आपने यहां पर ड्रॉ कर दी. नाउ दैट स्टेट्स आर मर्ज्ड इन LLR टेबल. तो ये CLR के टेबल, इसमें मर्ज करना है आपको, देखिए 3 और 7 को मर्ज करना है आपको. तो जब आप 3 7 को मर्ज करेंगे दैट इज 3 एंड दिस इज 7, जब ये दोनों मर्ज होंगे तो इनकी रो को भी मर्ज कर देना है, यानी एक स्टेट बनाना है आपको मर्ज करके 3 और 7 की कॉमन स्टेट बनेगी आपकी, ठीक है. नाउ 3 7 मर्ज किया, देखिए किस तरीके से चेक करेंगे R3 एंड R3, तो देखिए ये दोनों सेल मर्ज होंगे, तो इसमें एक ही एंट्री, ऑब्वियसली यहां पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, हर एक सेल में मर्जिंग होगी, दैट इज 3 इनपुट A वाला सेल R3 यहां पे R3 यहां ब्लैंक है, तो यहां ब्लैंक है, यहां पे R3, तो इन दैट केस जब आप मर्जिंग करेंगे तो मान लीजिए मैंने लिखा है इसको 3 और 7 मर्ज करके इसको 3 7 बोल दिया, दैट इज 3 7. अब जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या आएगा आपका, यहां से R3 ओनली दिस इज दिस, और ये जो R3 है आपका इट इज ट्रांसफर टू हियर, इसको आपने यहां पे ट्रांसफर कर दिया, दैट इज R3. ये तो देखिए R3 7 I3 7 हमने स्टेट का नेम बोल दिया, ठीक है. 3 और 7 को मर्ज कर रहे हमने रीनेम करके उसको 3 7 बोल दिया, बोल सकते हैं इसको I3 7 लिख दिया, इसको हम 4 6 लिख देंगे, 8 9 लिख देंगे, यानी कि अब जो स्टेट है वो 3 7 4 6 और 8 9 है, इंडिविजुअली 3 7 4 6 और 8 9 अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है आपकी, क्लियर. तो यहां पे ये मर्ज हुआ R3 तरह के, तो आफ्टर मर्जिंग दिस टू स्टेट कहीं भी सेल में कंफ्लिक्ट आया नहीं आया, यानी कि ये मर्जिंग करेक्ट है आपकी, क्योंकि यहां से स्टेट को रिमूव कर देंगे, I7 स्टेट रिमूव कर दिया. नाउ 4 और 6 देखना है, देखिए 4 एंड 6, तो 4 6 जब मर्ज होगा सो दिस 6 एंड दिस 4 S4 S6, तो देखिए आप वही तो शिफ्ट की एंट्री मर्ज हो रही है जो उस पर्टिकुलर आइटम के करस्पॉन्डिंग, यानी कि 4 6 को मर्ज करेंगे तो ये एंट्री क्या कहलाएगी आपकी, जब इस 6 को आप ऊपर लेके गए तो इस सेल में S4 S6 हो गया, तो ये 4 6 लिख दिया मैं, तो S4 6 तभी लिख पाएंगे जब S4 6 के से रिलेटेड I4 6 को स्टेट आपकी, दैट इज I4 6, तो ऑलरेडी आपने मर्ज की, यानी वही तो स्टेट आपकी मर्ज हो रही है जो ऑलरेडी आप मर्ज कर रहे हैं, क्लियर. दैट्स कोई अलग से एंट्री नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ कि आपका एक S4 था और एक S5 था, तो आपका यहां पर S4 5 आ रहा है, ठीक है, बट ऐसी कोई स्टेट आपने बनाई नहीं, ये वही एंट्री आ रही है जो स्टेट आपने कंस्ट्रक्ट की, तो दैट इज करेक्ट. फिर 3 और 7 जब इन दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या बनेगा, 3 7 3 7 के आपने अभी मर्ज किया, दैट इज I3 7, उसके करस्पॉन्डिंग शिफ्ट एंट्री S3 7, तो दैट इज आल्सो नॉट मल्टीपल एंट्री, इसको मल्टीपल एंट्री नहीं बोलेंगे, ठीक है. फिर यहां से अगर आप देखें तो दैट इज नथिंग हियर, ये ब्लैंक रहेगा ये वाला सेल, ठीक है. इधर 9 है, ये 9 ऊपर जाएगा तो यहां आएगा 8 9, स्टेट 8 9, तो इसको 8 9 बोल दिया, तो 8 9 नाम की स्टेट आप बना रहे हैं यहां पे, दैट इज मर्जिंग, तो वही तो स्टेट मर्ज हो रही है जो ऑलरेडी आप मर्ज कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, सो दैट इज नॉट मल्टीपल एंट्री, ये करेक्ट है आपका. तो इसको आपने बोल दिया कि 4 और 6 को मर्ज किया आपने, दैट इज दिस, तो I4 6 बन गया, दिस स्टेट इज I4 6, ये इसके साथ मर्ज हो गया, क्लियर. सो इसको आप क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो 6 7 दोनों स्टेट आपने रिमूव कर दिया. नाउ 8 9 8 और 9 भी मर्ज करना है, तो देखिए R2 इधर ब्लैंक है, ये R2 पर आ जाए, दैट गोस टू अप, अगेन देयर इज नॉट एनी मल्टीपल एंट्री, ये रिमूव हुआ, इसको 8 9 बोल दिया हमने, स्टेट I8 9, अगेन देयर इज नॉट एनी मल्टीपल एंट्री, तो आपकी जो स्टेट्स हैं 6 7 8 9 रिमूव हो चुकी है. नाउ द स्टेट इज ओनली I0 I1 I2 I3 7 I4 6 I8 9, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. दैट इज द 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है. तो आपने जो मर्जिंग की है 3 7 मर्ज की थी आपने, 3 7 5 सेपरेट रह गया, आपके लिए 5 मर्ज नहीं है, तो दैट इज 7 तो 7 स्टेट है. I5 को भी काउंट करना है, जो वैलिड स्टेट है यहां से 6 रिमूव कर देना है, आपको 7 रिमूव कर देना और 9 रिमूव कर देना, उसके अलावा आपका 0 1 2 3 7 4 6 5 8 9. अब 3 7 को आप सिंपल 3 बोल सकते हैं, 4 6 को सिंपल 4 बोल सकते हैं, जहां 4 6 लिखा वहां से 4 लिखते हैं, जहां 3 7 लिखा वहां 3 लिखते हैं, एंड दैट इन दिस वे यू कैन कंस्ट्रक्ट एक्जेक्टली LLR टेबल, ठीक है. जस्ट उसको कन्वर्ट करना है, बाकी आपका टेबल स्ट्रक्चर बन चुका है. सो दैट इज द LLR. टोटल स्टेट कितनी आई 7, तो यहां पर टोटल कितनी स्टेट थी आपको 10, बट ये 3 स्टेट क्या हुई आपकी मर्ज हुई यहां पे, दैट इज गोस टू मर्ज, सो 3 स्टेट मर्ज हुई, यानी कि टोटल 7 स्टेट आ रही है आपकी LLR में, एंड देयर इज नॉट एनी मल्टीपल एंट्री, दैट्स व्हाई इट इज LLR पार्सर, तो दिस नाम इज LLR. देखिए जो आपका यहां पर LLR पार्सर, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आप जब मर्जिंग करेंगे तो किस टाइप का कंफ्लिक्ट आ सकता है आपका, तो ऑब्वियसली आपका यहां पर मर्जिंग के दौरान जो भी आपकी कंफ्लिक्टिंग कंडीशन है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आप देखें तो कभी भी आपका अगेन शिफ्ट कंफ्लिक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है. शिफ्ट कंफ्लिक्ट कभी नहीं आएगा आपका इन दैट केस, ठीक है. सो एट द टाइम ऑफ मर्जिंग इफ रिड्यूस कंफ्लिक्ट अपर हो सकता है, ठीक है, रिड्यूस कंफ्लिक्ट आ सकता है आपका मर्जिंग के टाइम पे, शिफ्ट नहीं आएगा, शिफ्ट तो वैसे नहीं आता, ठीक है, पॉसिबल, बट रिड्यूस कंफ्लिक्ट भी यहां पर, यानी कि शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट इज पॉसिबल बट रिड्यूस कंफ्लिक्ट इज नॉट पॉसिबल. ये पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, ड्यूरिंग मर्जिंग रिड्यूस कंफ्लिक्ट, ठीक है, रिड्यूस कंफ्लिक्ट आपका आ सकता है, रिड्यूस कंफ्लिक्ट में ऑर्डर, ठीक है. अब रिड्यूस कंफ्लिक्ट अगर आपका आया, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस कंफ्लिक्ट में ऑर्डर देन द टेबल इज नॉट, टेबल आपकी LLR इज नॉट LLR, टेबल इज नॉट LLR, ठीक है. ड्यूरिंग मर्जिंग रिड्यूस कंफ्लिक्ट में ऑर्डर देन द टेबल इज नॉट LLR, ठीक है, टेबल LLR नहीं, ठीक है, बिकॉज़ यहां पे मल्टीपल एंट्री ओकर नहीं कर सकते, कंफ्लिक्ट आया मल्टीपल, तो रिड्यूस कंफ्लिक्ट आ सकता है मर्जिंग होने पे, और अगर वो आता है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट LLR, बट शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है. अगर शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट होगा तो पहले दिख जाएगा आपको, CLR टेबल में आ जाएगा. ड्यूरिंग मर्जिंग आपको शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट नहीं आ सकता, ठीक है. उसका रीजन क्या है, सिंपल सा रीजन है, यहां पे मर्ज किसके बेसिस पे कर रहे हैं, लुक एट डिफरेंट है, और आइटम सेम है तभी मर्ज किया हम 3 और 7, तो जब आप मर्ज कर रहे हैं तो इसका लुक एट और इसका लुक एट अगर आपका डिफरेंट है, ठीक है, और आप मर्ज कर रहे हैं तो यहां पे शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट पॉसिबल है क्या, डेफिनेटली नहीं है. जब इन दोनों सेल को आप मर्ज करेंगे तो इसके रिड्यूस वाले पार्ट में हो सकता है कंफ्लिक्ट आ जाए, बट शिफ्ट रिड्यूस में कभी कंफ्लिक्ट नहीं आएगा, ठीक है. तो शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग मर्जिंग, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल ड्यूरिंग मर्जिंग, ठीक है. अगर वो होगा तो पहले आ जाएगा इन दी CLR टेबल में आपका वहां पर दिख जाएगा आपको, बट इन LLR टेबल आपको शिफ्ट रिड्यूस कंफ्लिक्ट नहीं मिलेगा आफ्टर मर्जिंग, ठीक है. तो अगर मिलेगा तो कौन सा, रिड्यूस.
और शिफ्ट तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता, दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी केस, ठीक है। तो दैट इज द LLR पार्सल। थैंक यू। Relation between LR0, SLR1, CLR1 and LALR1। तो देखिए आप अगर यहाँ पर देखें तो दैट ऑल टाइप्स ऑफ LR0, SLR1, CLR1, LALR1 is the type of LR parser, ठीक है, all are type of LR parser। अब इनमें हम कुछ रिलेशंस देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिहाइंड दैट, ठीक है। मान लीजिए आपको कोई ग्रामर दिए तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको चेक करना है, आपको बोल दिया कि कंस्ट्रक्ट द CLR parser या कंस्ट्रक्ट LLR parser या चेक इट इज CLR और नॉट, चेक इट इज LLR और नॉट। तो हम कुछ डायरेक्ट वे होते हैं जिससे हम क्या करें फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इनके बीच में रिलेशनशिप पता होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला कि एवरी LR0 ग्रामर इज आल्सो SLR1, जितनी भी आपकी LR0 ग्रामर होती है वो सारी क्या होगी आपकी SLR1 होगी, बट SLR1 ग्रामर आप but not all SLR grammar are LR0, ठीक है, यानी कि सारी SLR1 ग्रामर आपकी LR0 जरूरी नहीं है, ठीक है। every SLR1 grammar is also LLR1 but not all LLR1 is SLR1, अगेन वही पॉइंट है, ठीक है। LLR1 is also LR1, देखिए LR1 वर्ड लिखा है यानी कि it is talking about CLR, ठीक है। आपको कहीं पे LR1 लिखा है यानी कि वो किसकी बात कर रहा है, CLR1 की। LLR के लिए कंप्लीट लिखा होगा आपका, ठीक है, LLR के लिए कंप्लीट वर्ड यूज होगा, दैट इज द LLR। सिर्फ LR1 लिखा है यानी कि वो CLR की बात कर रहा है। सो नॉट ऑल CLR1 इज ग्रामर आर LLR, यानी कि अगेन रिवर्स टू नहीं होगा। सिंपल सा अगर हम यहाँ पर रिलेशन बोले तो LR0 जो है एवरी LR0, अगर आपने LR0 प्रूव किया दैट एवरी LR0 इज अ सबसेट ऑफ SLR1, ठीक है, यानी कि मान लो कोई ग्रामर आपकी LR0 है तो वो SLR1 से भी क्या होगी, पास होगी, क्योंकि SLR1 अप्लाई मोर रेस्ट्रिक्शन देन LR0। LR0 में आप क्या बोलते हैं कि रिड्यूस की सारी एंट्री जो कि सारे टर्मिनल्स में होगी, ठीक है, तो आप रिड्यूस की एंट्री सारे टर्मिनल्स में कर दें। इन LR0 और SLR में बोलते हैं कि सिर्फ उसी टर्मिनल में करना है जो फॉलो सेट में जनरेट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हमने रिड्यूस की एंट्री को कम किया है, रिड्यूस किया है, ये दैट मींस जो चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो हो सकता है कि यहाँ पे LR0 में ज्यादा हो बट SLR1 में क्या कम हो जाए, ठीक है। तो एरर फाइंडिंग कैपेबिलिटी जो होती है SLR1 की ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू LR0, ठीक है, बिकॉज़ हियर नंबर ऑफ ब्लैंक एंट्रीज जिस भी पासिंग टेबल में जितनी ज्यादा ब्लैंक एंट्री होगी उतनी ज्यादा उसकी एरर फाइंडिंग कैपेबिलिटी होती है, क्लियर। सो दैट इज द वे। तो LR0 इज लेस देन SLR1, ठीक है, इट इज लेस देन LLR1, सॉरी लेस देन यानी कि सबसेट की बात कर रहे हैं, इट इज सबसेट ऑफ LLR1 एंड इट इज फाइनली सबसेट ऑफ CLR1, ठीक है, इसका सबसेट होगा CLR1 का। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इन दैट केस जो भी आप यूज कर रहे हैं LLR CLR, तो सबसे मोस्ट पावरफुल कौन सा होगा आपका, दैट मोस्ट पावरफुल पार्सर इज CLR, ठीक है। तो इट इज मोस्ट पावरफुल, इट इज मोस्ट पावरफुल पार्सर। मोस्ट पावरफुल का मतलब क्या हुआ, दैट मींस कि आपकी कोई भी ग्रामर जो LR0 से पास होगी वो CLR से भी पास होगी, जो SLR से पास होगी वो CLR से पास होगी, जो LLR से पास होगी वो CLR से पास होगी, क्लियर है। सो दैट ऑल आर सबसेट ऑफ द CLR। और डेफिनेटली ये रिलेशन से हमें पता चल गया कि LR0 से पास हो रहा है तो SLR1 से होगा, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि SLR1 से जो पास हो रहा है वो LR0 से हो, यानी LR0 सबसेट ऑफ दिस, इट इज सबसेट ऑफ दिस एंड दैट इज द सुपरसेट यानी इट इज द मोस्ट पावरफुल, ठीक है। सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइस कौन सा होगा आपका, CLR पार्सर होगा। अब देखिए मोस्ट पावरफुल है बट ऑब्वियसली इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, एंड नंबर ऑफ आइटम्स जो इसमें क्रिएट होता है दैट इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आइटम यहां पे क्रिएट होंगे। सो जनरली प्रैक्टिकली हम CLR कम यूज करते हैं, ठीक है, CLR का यूज प्रैक्टिकली कम होता है, बट अगर आपको लुक हेड वाला पार्सर डिजाइन करना है देन यू गो फॉर LLR। तो प्रैक्टिकली जो भी आपका टूल होता है जिसके थ्रू आप पार्सर कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके लिए हम जो डिजाइन होता है दैट इज LLR पार्सर, ठीक है। तो LLR पार्सर प्रैक्टिकली यूज होता है बट CLR प्रैक्टिकली आपका यूज नहीं होगा। ठीक है, LR का आपको मतलब क्लियर है, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LR। LR का मीनिंग ये होता है आपको कि फर्स्ट L का मतलब आपका लेफ्ट टू राइट जाना है और सेकंड आप यूज कर रहे हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है, और इसके अंदर जो आपने K लिखा है यानी कि दैट इज लुक अहेड, ठीक है। तो इट इज बेस्ड ऑन द बॉटम ऑफ पार्सर, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, बॉटम ऑफ पार्सर इज आल्सो कॉल्ड शिफ्ट रिड्यूस पार्सर, इस पे बेस्ड होता है आपका शिफ्ट रिड्यूस पार्सर पर। सो LR0 की अगर आप बात करें तो LR0 का मीनिंग क्लियर है, दैट L इज लेफ्ट टू राइट, R इज राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड 0 यानी कि देयर इज नॉट एनी लुक अहेड, कोई लुक अहेड सिंबल आपको नहीं देखना है जिसके बेसिस पे आप कोई भी स्ट्रिंग को पास करें उस टेबल से, ठीक है, दैट इज नॉट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ लुक अहेड। SLR में क्या होता है आपका, दैट इज सिंपल LR, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज सिंपल LR, ठीक है, सिंपल LR। अब LR का फुल फॉर्म वही है, ठीक है, दैट इज दिस जोड़ने आएगा, आगे बढ़ा आपने सिंपल लिख दिया। LLR में हम क्या बोलते हैं, दैट इज लुक अहेड LR, ठीक है, इट इज लुक अहेड LR, दैट इज लुक अहेड LR एंड CLR का फुल फॉर्म होता है आपका कैनोनिकल LR, दैट इज कैनोनिकल LR1। तो CLR को आप LR1 भी लिख सकते हैं, सिंपल LR1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो LR1 लिखें या CLR1 लिखें, बोथ आर इक्विवेलेंट। तो कहीं भी आपको किसी प्रॉब्लम में किसी क्वेश्चन में अगर LR1 लिखा हुआ है सो दैट इज इक्विवेलेंट टू CLR1, क्लियर है। बाकी सबके लिए स्पेसिफाई होगा आपका LLR के लिए पूरा कंप्लीट LLR लिखा होगा, SLR के लिए सिंपल LR लिखा होगा, SLR लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपको इस तरीके से वर्ड ओपन करके लिख दिया कंसीडर सिंपल LR1, तो सिंपल वर्ड को इग्नोर नहीं करना है, सिंपल LR1 यानी कि इट इज टॉकिंग अबाउट दी SLR, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, दैट इज सिंपल LR, सिंपल वर्ड में दैट LR1 इज CLR, दैट इज नॉट, क्लियर। सो ये हमें ध्यान रखना है, सिंपल LR SLR, लुक एट LR दैट इज LLR एंड कैनोनिकल LR यानी कि CLR की बात होगी, क्लियर है। तो दैट इज द मेन फुल फॉर्म ऑफ दैट पार्सर LR पार्सर, क्लियर। नाउ अब अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रामर के लिए अगर आप पार्सर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, LR0 SLR या LLR किसी की हम बात करें, सो इन दैट केस अगर हम यहां पे देखें तो नंबर ऑफ स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, इवन दो CLR पार्सर डज नॉट हैव RR कॉन्फ्लिक्ट बट LLR पार्सर में RR कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए इस पॉइंट को हम देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट पॉइंट। जितने भी CLR पार्सर होते हैं आपके उसमें रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं आता है बट LLR में रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, यानी जब भी आप CLR के थ्रू LLR में क्या कर रहे हैं, मर्जिंग कर रहे हैं, व्हेन यू मर्ज दी, देखिए हम CLR से LLR कैसे डिजाइन करते हैं, दैट इज अ प्रोसीजर। मुझे बताया कि CLR से LLR कंस्ट्रक्ट करने में क्या बोलते हैं, वो आइटम जिसके प्रोडक्शन डिफरेंट है, ठीक है, बट लुक हेड क्या है, सॉरी प्रोडक्शन सेम है और लुक हेड क्या डिफरेंट है, तो वो आइटम विद डिफरेंट लुक हेड हम क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, ठीक है। सो आफ्टर मर्जिंग जब LLR टेबल आप क्रिएट करेंगे तो आफ्टर मर्जिंग रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आपका आ सकता है बट शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आपका नहीं आएगा, ठीक है। सो CLR पार्सर के अंदर आप क्या बोलते हैं कि डज नॉट हैव रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। CLR में पहले से रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है नहीं हो, लेकिन आपका LLR जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस केस में आपका रिड्यूस रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है बट शिफ्ट रिड्यूस नहीं आएगा, क्लियर। सो now next point, if number of state of LR0 is equals to n1, SLR is n2, LLR is n3 and CLR is n4, then the comparison is this, देखिए n1 is equals to n2 is equals to n3 is less than equals to n4, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रामर G के लिए अगर मैंने LR
जीरो पार्सर कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, उसके लिए मान लीजिए सक्सेसफुली आपने LR0 पार्सर कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो डेफिनेटली अगर इसके लिए LR0 सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट हो गया तो उसके लिए SLR1 भी बन जाएगा, क्योंकि हमने बोला एवरी LR0 इज SLR1, इसके लिए आपका LLR भी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। एंड अगेन इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, इट इज आल्सो पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट CLR1, ठीक है। तो आप अगर किसी ग्रामर के लिए LR0 सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि आपने बोला कि द ग्रामर इज LR0 एंड इट इज आल्सो SLR1, LLR1 एंड CLR1। अब हम बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रामर के लिए हमने चारों पार्सर कंस्ट्रक्ट किए, देन नंबर ऑफ स्टेट अगर इसमें आप बोल रहे हैं कि n लग रही है, दैट इन दैट केस SLR में भी n लगेगी, LLR में भी n लगेगी, बट यहाँ पर हो सकता है कि ग्रेटर देन क्या हो आपकी n हो, ठीक है, n से ज्यादा स्टेट आ सकती है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए n1 n2 n3 और इसको अगर n4 बोल रहे हैं आप, तो नंबर ऑफ स्टेट इन LR0 इज इक्वल्स टू SLR इज इक्वल्स टू LLR, ये तीनों में इक्वल होगी, एक्जेक्टली सेम रहेगी, एंड इट इज लेस देन इक्वल्स टू CLR से स्टेट उसकी क्या होती है, लेस इक्वल। अब देखिए अगर हम बोलते हैं कि दैट इक्वेशन इज ट्रू if n1 is equals to n2 equals to n3 equals to n4, अगर ये चारों ट्रू है आपका, then that case क्या होगा आपका, if all four are true that means हम ये बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में ये कब पॉसिबल है, यानी कि SLR0 SLR1 एंड LLR1 सब में इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल है आपका, when it is possible when आपका there is not any item to be merged in LLR। so point is this, if there is not any item merged in LLR table, ठीक है, अगर आपकी LLR टेबल में कोई आइटम मर्ज नहीं हो रहा है, यानी कि जो CLR है वो एक्जेक्टली आपका LLR है, एक भी ऐसा आइटम आपको नहीं दिख रहा है जिसमें प्रोडक्शन सेम है और लुक लाइक डिफरेंट है, एंड इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, n1 = n2 = n3 = n4, ऑल आइटम्स आर ऑल स्टेट्स, या नंबर ऑफ आइटम्स एक्जेक्टली वही स्टेट्स बोल सकते हैं, आइटम बोल सकते हैं, ग्राफ के लिए स्टेट टर्म्स यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ स्टेट इक्वल होगी इफ देयर इज नॉट एनी आइटम मर्ज इन द LLR, क्लियर। तो दैट इज द इस तरीके से आप स्टेट का रिलेशन बना सकते हैं। अदरवाइज अगर एक भी स्टेट आपकी ऐसी है, यानी दो स्टेट आपकी ऐसी दिख रही है जिसमें आइटम जो है वो सेम है, दोनों स्टेट आइटम सेम है एंड प्रोडक्शन सेम है और लुक लाइक डिफरेंट है, दैट डेफिनेटली LLR में मर्ज हो जाएगा और स्टेट कम रहेगी आपकी, क्लियर ना। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं तीनों कंडीशन, तो हमने क्या बोला, दैट इज मोस्ट पावरफुल जो है आपका कौन सा है, दैट इज CLR इज मोस्ट पावरफुल, ठीक है। अब मर्जिंग के टाइम पे आपका कंफ्लिक्ट कौन सा आ सकता है, अब क्या बोलते हैं ड्यूरिंग मर्जिंग, जब आप मर्ज कर रहे हैं ड्यूरिंग मर्जिंग टू LLR आपका जो भी कंफ्लिक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, तो लेट्स डिस्कस सम पॉइंट। हमने क्या बोला, एट द टाइम ऑफ मर्जिंग, मर्जिंग के टाइम पे आपका एट द टाइम ऑफ मर्जिंग reduce conflict, if reduce conflict at the time of merging, if reduce conflict is occur means then it is not LLR, ठीक है, वो LLR नहीं होगा, क्लियर। सेकंड क्या बोलेंगे हम, shift reduce conflict is not possible during merging के टाइम पे आपका shift reduce conflict पॉसिबल नहीं होगा, it is not possible during merging, ठीक है, shift reduce conflict is not possible during merging, क्लियर। अब देखिए अगर आप यहाँ पे बात करें कोई भी पार्सर है आपका, लाइक LR0 SLR CLR, ठीक है, आप किसी भी पार्सर की बात करें चाहे वो LLR हो, कभी भी शिफ्ट conflict नहीं आएगा आपका, ठीक है, शिफ्ट conflict is not occur in any parser, ठीक है, किसी भी पार्सर में शिफ्ट conflict कभी नहीं आएगा, क्योंकि शिफ्ट conflict पॉसिबल कब हो सकता है, जब आपने एक स्टेट पे एक इनपुट अप्लाई किया और उसके लिए आपने दो अलग-अलग आइटम क्रिएट किए, दो अलग-अलग स्टेट क्रिएट की, सो इन दैट केस क्या होगा आपका, जब आप उस पर्टिकुलर इनपुट की एंट्री करेंगे तो दो अलग-अलग स्टेट की शिफ्ट की एंट्री होगी, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपके ये जो स्ट्रक्चर है उसका नेचर स्टेट हो, बट हमें पता है कि दैट फॉलो द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑर्डर DF है, तो हमें जब भी हम डिजाइन करते हैं ग्राफ तो वहां पे हमेशा हमें एक्जेक्टली एक ही स्टेट मिलेगी, दैट्स शिफ्ट conflict कभी नहीं आएगा, अगर मान लो ऐसा आ रहा है आपने रॉन्ग बनाया उसको, ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल गिवन एनी कंडीशन, क्लियर। सो आप सिंपल सा फाइंड LR0 SLR और LLR अगर किसी भी आप पार्सर के लिए डिजाइन कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ स्टेट्स ऑलवेज इक्वल एंड इट इज लेस देन CLR, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन टाइप से पूछ सकते हैं, मान लीजिए एक ग्रामर दी और आपसे बोला है कि नंबर ऑफ स्टेट, हाउ मेनी स्टेट्स इन द रिलेशनशिप, ठीक है, आपके उस पर्टिकुलर ग्रामर के करस्पॉन्डिंग आप रिलेशनशिप बना रहे हैं, कितनी स्टेट हो सकती है आपकी, क्लियर। सो दैट केस आप उसको डिजाइन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली रिलेशन पूछा है तो हम क्या बोलेंगे कि दैट नंबर ऑफ स्टेट्स जो है n1 = n2 = n3 एंड लेस देन = n4, ठीक है, LR0 SLR है, बट आपको अगर एक स्पेसिफिक ग्रामर दी और पूछा है तो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है किसी ग्रामर के लिए कोई आइटम मर्ज नहीं हो रहा हो, तीनों इक्वल हो जाए, ठीक है, तो उस केस में आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई आइटम मर्ज तो नहीं हो रहा है, क्लियर। दैट इज द वे चेक, दैट इज द मेनली रिलेशन बिटवीन LR0 SLR CLR एंड LLR, गॉट इट, थैंक यू। पार्सर पार्ट, देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर हम देखें, उसके पहले हम देखें व्हाट इज द ऑपरेटर ग्रामर। ऑपरेटर ग्रामर क्या होता है, देखिए ऑपरेटर ग्रामर क्या है, दैट ग्रामर इज यूज्ड इन दैट पार्सर, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, ठीक है। क्या होता है ग्रामर, दैट इज यूज्ड टू डिफाइन द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स इज कॉल्ड द ऑपरेटर ग्रामर, और ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर बोलते हैं उसको, ठीक है। सच ग्रामर हैव द रेस्ट्रिक्शन दैट नो प्रोडक्शन हैज आइदर एम्प्टी राइट हैंड साइड, नल प्रोडक्शन और टू एडजेसेंट नॉन टर्मिनल इन इट्स राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ऑपरेटर ग्रामर जो होता है आपका, इन दैट केस ऑपरेटर ग्रामर की अगर आप बात करें तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि जो भी आपकी ग्रामर होती है, ठीक है, वो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी ग्रामर है, तो इन दैट केस जैसे हमने एग्जांपल के लिए था e + e + e * e, तो ऑपरेटर्स को डिफाइन करना है, यानी कि एक ऑपरेटर के बीच में आप
अराउंड हम क्या बोल रहे हैं कि किसी दो टर्मिनल या दो आपके ऑपरेंड है दैट इज ई एंड ई, ठीक है, दो ऑपरेंड के बीच में हमने ऑपरेटर यूज किया है प्लस स्टार आईडी, ठीक है, आईडी इज अ डायरेक्ट टर्मिनल है कि आईडी जो है वो क्या किसी ऑपरेंड को रिप्रेजेंट करेगा, यानी मैंने ई प्लस ई था और दोनों ई की प्लेस पे कोई आईडी जनरेट कर दी मैंने, तो आईडी प्लस आईडी यानी आईडी वैल्यू 2 और 3 रखा तो 2 + 3 एक एक्सप्रेशन बनेगा आपका, क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्शन आपका होगा, ठीक है, हैज आइदर एम्प्टी, ठीक है, राइट हैंड साइड यानी नल प्रोडक्शन और टू एडजेसेंट नॉन टर्मिनल ये अलाउ नहीं होगी, यानी कि आपको कोई भी ग्रामर इस टाइप से लिखा है एस टेंड्स टू एबी या आपने लिखा है एस टेंड्स टू नल, इस टाइप के प्रोडक्शन आपको अलाउ नहीं करने, नॉट अलाउ इन दी ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर, ठीक है, नॉट अलाउ इन ऑपरेटर ग्रामर, ये ऑपरेटर ग्रामर में नहीं आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये इस टाइप का प्रोडक्शन आ रहा है तो हम बोलेंगे इट इज नॉट ऑपरेटर ग्रामर। तो मान लीजिए यहाँ पे मैंने इस टाइप से एक प्रोडक्शन लिखा था लाइक दिस, इसी ग्रामर के रेस्पॉन्डिंग मान लीजिए हमें एक ग्रामर गिवन है दैट इज ई टेंड्स टू ई ए ई, ठीक है, और ए टेंड्स टू हमने लिखा दैट इज प्लस स्टार माइनस, ठीक है, इस टाइप से आपने लिखा कोई ऑपरेशन। सो ये ग्रामर आपकी ऑपरेटर है, दैट इज नॉट बिकॉज़ यहाँ पे 3 वेरिएबल है, लेकिन एक ही प्लेस पे अगर आप ये रिप्लेस कर देते हैं तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा आपका ई टेंड्स टू ई प्लस ई, ठीक है, ई टेंड्स टू ई प्लस ई, ई मल्टीप्लाई ई माइनस ई, ठीक है, दैट इज दिस। और मान लीजिए इसका एक आईडी था तो ये आईडी भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। सो ये आफ्टर रिमूविंग दिस नाउ इट इज ऑपरेटर ग्रामर, ये ऑपरेटर ग्रामर है आपकी, बट इट इज नॉट ऑपरेटर ग्रामर, ये सो आप किसी ग्रामर को ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपने इस तरीके का कोई फॉर्मेट किया है, सो यू कैन सेंड दैट, बट अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि वहां पर आपका जो भी ग्रामर है उस केस में उस पर्टिकुलर ग्रामर के लिए आपका फॉर्मेट जो होगा दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए और नल प्रोडक्शन राइट हैंड साइड में नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो दैट इज ऑपरेटर ग्रामर। हां, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, पार्सर की अगर बात करें तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर इज बॉटम अप पार्सर, बॉटम अप टाइप का पार्सर होता है दैट इंटरप्रेट्स एन ऑपरेटर ग्रामर जो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, दैट एप्लीकेबल ऑन ऑपरेटर ग्रामर, यानी ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर हम किस पे अप्लाई करते हैं, ऑपरेटर ग्रामर पे अप्लाई करते हैं। दिस पार्सर इज ओनली यूज्ड फॉर ऑपरेटर ग्रामर, ये पार्सर सिर्फ किसके लिए यूज होता है, आपका ऑपरेटर ग्रामर के लिए होता है, ठीक है। एम्बिगुअस ग्रामर आर नॉट अलाउड इन एनी पार्सर एक्सेप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, यानी कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर जो आपका होता है इट अलाउ ambiguous grammar also, it allow ambiguous grammar, ठीक है। ambiguous grammar जो होती है आपकी it is also allowed as a type of grammar, ठीक है। so in that case हम क्या बोलेंगे कि जो ऑपरेटर पार्सर है that only a single parser among all top down and bottom up parsers जितने भी होते हैं सब में एकमात्र ये पार्सर है आपका जो ambiguous grammar को भी क्या करता है अलाउ करता है, उसके लिए भी रिजल्ट जनरेट करता है, ठीक है। so that's why हम बोलेंगे कि operator precedence is also used for ambiguous grammar, ठीक है। तो bottom up type पार्सर होगा, that is a type of bottom up, इस पे एप्लीकेबल होगा ऑपरेटर ग्रामर पे and it may allow some ambiguous grammar पे भी वर्क करता है, क्लियर। नाउ अब देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस वर्ड का मतलब क्या हुआ आपका, प्रेसिडेंस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए आपकी एक एक्सप्रेशन में जैसे हमने कोई ग्रामर लिखी उस ग्रामर में नंबर ऑफ प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन में नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस ग्रामर लिखा था लाइक ई प्लस ई, ठीक है, प्रोडक्शन आप लिखा था ई स्टार ई, ठीक है, ई माइनस ई। सो इन दैट केस अगर आप देखिए तो किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज्यादा होगा, किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कम होगा, ठीक है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो फॉर दैट वी यूज ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर, उस पार्सर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मैन्युअली हम बात करें कि कोई अगर आपको प्रेसिडेंस एलोकेट करना है तो हम सिंबल्स जो यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, जैसे कि दिस पार्सर रिलाइज ऑन द फॉलोइंग 3 प्रेसिडेंस रिलेशन दैट लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन, दैट सिंबल इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल। तो ए लेस देन बी का मतलब क्या हुआ, ए एल प्रेसिडेंस टू बी, यानी ए का प्रेसिडेंस बी से ज्यादा होगा, सॉरी ए एल प्रेसिडेंस टू बी यानी कि बी का प्रेसिडेंस ए से ज्यादा होगा, दिस मींस ए टेक्स प्रेसिडेंस ओवर यानी कि ए का प्रेसिडेंस बी से ज्यादा है तो ए ग्रेटर देन बी लिखेंगे, तो जब दोनों का प्रेसिडेंस इक्वल होगा तो हम क्या लिखेंगे दैट इज ए इक्वल्स टू बी, देन इन दैट केस हम क्या लिखेंगे दैट इज ए इक्वल्स टू बी। नाउ अगर मान लीजिए आपको यहां पर एक्सप्रेशन इस टाइप से दिया है कुछ, ठीक है, हम कैसे प्रेसिडेंस हाउ टू फाइंड प्रेसिडेंस फाइंड कैसे करेंगे हम, तो मान लीजिए आपको एक एक्सप्रेशन दिया है लाइक दिस ए टेंड्स टू अल्फा स्मॉल ए बीटा स्मॉल बी एंड गामा, ठीक है, ये आपको एक एक्सप्रेशन प्रोडक्शन रूल दिया, ठीक है। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे इफ बीटा बिलोंग्स टू नल, या तो बीटा क्या होगा नल या नल के सिंबल फॉर्म इसको यहां पर बिलोंग्स टू का सिंबल जो होता है इसका मतलब क्या बीटा की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं बीटा इधर आपका क्या हो दैट इज नल, बीटा बिलोंग्स टू नल और बीटा इज सिंगल वेरिएबल, या फिर बीटा आपका क्या हो सिंगल वेरिएबल, या तो बीटा नल हो या बीटा अगर आपका सिंगल वेरिएबल है, इन दैट केस आपको क्या करना है, तो a टेंड्स टू अल्फा a बीटा b गामा, इफ बीटा बिलोंग्स टू नल और बीटा इज सिंगल वेरिएबल, सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि प्रेसिडेंस ऑफ a इज इक्वल्स टू दैट प्रेसिडेंस ऑफ a इज इक्वल्स टू b, ठीक है, यानी कि ये पार्ट आपको यूज करना है दैट इज दिस a का प्रेसिडेंस b से क्या होगा इक्वल होगा, दैट प्रेसिडेंस ऑफ a इज इक्वल्स टू b। फर्स्ट कंडीशन हम क्या बोल रहे हैं कि इफ a इज टेंड्स टू अल्फा a बीटा b गामा, इस टाइप का प्रोडक्शन आपको दिया है तो बीटा बिलोंग्स टू नल, बीटा का नल को बिलोंग कर रहा है, या बीटा आपका क्या एक सिंगल वेरिएबल है, यानी कि इस बीटा की प्लेस पे आप नल रखते हैं प्रोडक्शन आपका क्या बन जाएगा लाइक बीटा बिलोंग्स टू नल, यानी कि आपने क्या बोला अल्फा a b गामा इस टाइप से आपका, और अगर बीटा की प्लेस पे सिंगल वेरिएबल रखते हैं आप क्या लिखेंगे अल्फा a कोई वेरिएबल लिखिए आपने मान लीजिए कैपिटल b या कैपिटल c लिख देते हो, ठीक है, दैट इज b एंड गामा, सो एक्जेक्टली एक वेरिएबल हो या फिर नल, दोनों केस में हम क्या बोलेंगे a इक्वल्स टू b, दोनों का प्रेसिडेंस क्या होगा इक्वल होगा, ये दैट इज डायरेक्ट वे टू फाइंड द प्रेसिडेंस इन द प्रोडक्शन, ठीक है। सो इस तरीके से आपको डायरेक्टली लिखना है यू कैन फाइंड। नाउ सेकंड केस इफ a टेंड्स टू प्रोडक्शन आपको दिया है लाइक दिस a टेंड्स टू अल्फा a b बीटा, ठीक है, हमने अल्फा a b बीटा एंड सेकंड प्रोडक्शन आपको दिया है b टेंड्स टू b प्लस टेंड्स टू गामा b डेल्टा। अब ये b प्लस यानी कि इनडायरेक्ट प्रोडक्शन अगर आपका हो रहा है, b प्लस का मतलब क्या है आपका b से डायरेक्ट या b से कोई कैपिटल c कॉल कर जाओ, c की प्लेस पे अल्फा हुआ है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन में भी हम इस रूल को फॉलो करेंगे, अल्फा टेंड्स टू a b बीटा एंड b का प्रोडक्शन ये है, तो ये स्मॉल a यहां पे आ रहा है, उसके बाद इस b की प्लेस पे इस टाइप का प्रोडक्शन अगर आप रिप्लेस कर पा रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे इफ गामा इज नल, गामा जो है आपका दैट इज दिस इज नल और गामा है तो नल और सिंगल वेरिएबल, ठीक है, यानी वही केस ऊपर हमने लिखा दैट इज आइदर नल और सिंगल वेरिएबल, ठीक है, गामा इज नल और सिंगल वेरिएबल, तो गामा है तो नल या सिंगल वेरिएबल उसकी प्लेस पे, सो इन दैट केस आप क्या बोलेंगे कि प्रेसिडेंस जो a का है दैट हम क्या लिखेंगे दैट प्रेसिडेंस ऑफ a इज लेस देन b, a का प्रेसिडेंस b से लेस हो, देखिए b कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में बाद में आ रहा है, तो जब आप पास्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे तो b पहले जनरेट हो, जो भी आपका ग्रामर के प्रोडक्शन जिस भी ग्रामर में कोई टर्मिनल आप लिख रहे हैं तो जो टर्मिनल एट द एंड ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, एंड कॉलिंग, जैसे आपने बोला a का टर्मिनेट होगा जब b टर्मिनेट हो, तो b के पास कौन सा टर्मिनल है b टर्मिनल है स्मॉल b, तो कहीं ना कहीं पहले स्ट्रिंग b के थ्रू जनरेट होगी और फिर a पे आता है, ठीक है। सो हम क्या बोलते हैं पहले b का प्रेडिक्शन होगा फिर a का ट्रांसफर प्रेसिडेंस ऑफ b इज ग्रेटर देन b, ठीक है, दैट्स व्हाट सम जस्ट अंडरस्टैंडिंग। नाउ थर्ड वन इज थर्ड केस a ग्रेटर देन b के लिए अगर आप बोले तो अगर a टेंड्स टू अल्फा a b बीटा लिखा है या फिर अल्फा b स्मॉल b बीटा इस टाइप से लिखना है, एंड सेकंड आपका रूल है दैट इज b से रूल आपका दैट इज गामा a डेल्टा, ठीक है, यानी कि अल्फा b स्मॉल b बीटा गामा a डेल्टा, इन दैट केस
दिस लास्ट वन इज नल, या तो ये नल हो और सिंगल वेरिएबल, या फिर क्या होता है सिंगल वेरिएबल। इन बोथ केस, दोनों केस में हम क्या बोलेंगे, ठीक है, या तो यहाँ नल हो या एक सिंगल वेरिएबल हो, क्या बोलेंगे दैट प्रेसिडेंस इज देन प्रेसिडेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन ए का प्रेसिडेंस बी से क्या होगा आपका ग्रेटर होगा, प्रेसिडेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन, गॉट इट। तो ये तीन रूल आप डायरेक्टली अगर प्रोडक्शन को देख के समझ सकते हैं, यू कैन यूज दिस, ठीक है, यानी अगर आपने प्रोडक्शन किया हुआ डायरेक्टली साइड से आप कंपैरिजन कर पा रहे हैं, सो दैट इज द, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि इसका प्रेसिडेंस किससे ज्यादा होगा। सो थ्री केसेस है, इक्वल वाला केस ये होगा आपका कि दो ऑपरेटर के बीच में एक्जेक्टली एक वेरिएबल है, ठीक है, दो टर्मिनल बोल सकते हैं आप या ऑपरेटर बोल सकते हैं, तो दो ऑपरेटर के बीच में एक्जेक्टली एक वेरिएबल है, ठीक है, तो दैट दोनों का प्रेसिडेंस क्या होगा आपका इक्वल होगा, और अगर नल हो सकता है यानी तो कंटीन्यू टर्मिनल्स आर एंड आल्सो प्रेसिडेंस इज इक्वल, ठीक है। तो जहां जिस भी प्रोडक्शन के नेम पे आपने जो गामा पे यहां पे बीटा पे कंडीशन लगाई है, गामा पे हो गया डेल्टा, सो अदर देन दैट ऑल देयर इज नॉट एनी कंडीशन, यानी उसके अलावा जो भी हो कुछ भी प्रोडक्शन हो सकता है, यहां पे अल्फा कुछ भी हो सकता है, हियर बीटा एंड अल्फा के कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यहां पे बोले तो अल्फा और बीटा के कुछ भी हो सकता है, आपका गामा इज आल्सो एनीथिंग, जो रेस्ट्रिक्शन लगा है सिर्फ उसी पे हमें फोकस करना है, दैट इज इट, क्लियर। नाउ आफ्टर दैट अगर हम देखते हैं यहां पर इन दैट केस व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल, ठीक है, तो आप उस तरीके से मैनुअली चेक करें, ठीक है, या फिर यहां पे आप प्रोसीजर जो पास का होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पास का प्रोसीजर एंड हाउ टू डिजाइन प्रेसिडेंस टेबल, यानी कि आप जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपको ग्रामर में ऑपरेटर्स दिए हैं उनके लिए आप प्रेसिडेंस टेबल डिजाइन करेंगे एंड आफ्टर डिजाइनिंग टेबल यू डिसाइड कि किसका प्रेसिडेंस किस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस किससे ज्यादा होगा। तो फॉर दिस इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट फाइंड दी फॉर द डिजाइनिंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल वी फाइंड टू फंक्शन, फर्स्ट वन इज लीडिंग एंड द सेकंड वन इज ट्रैलिंग, ठीक है, देयर आर टू फंक्शन लीडिंग एंड ट्रैलिंग। सो लीडिंग एंड ट्रैलिंग अगर आपको फाइंड करना है, सो इन केस ऑफ लीडिंग एंड ट्रैलिंग किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, देखिए, लीडिंग ऑफ एनी वेरिएबल ए इज अ वेरिएबल ऑफ ग्रामर, ठीक है, वेरिएबल ऑफ ग्रामर बोलेंगे हम इसको, दैट इज वेरिएबल ऑफ ग्रामर, जिस भी ग्रामर के करस्पॉन्डिंग आप फाइंड कर रहे हैं लीडिंग एंड ट्रैलिंग, तो आपको सारे जो आपके पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं उस ग्रामर की उसका लीडिंग फाइंड करना है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका क्या फाइंड करना है आपको ट्रैलिंग फाइंड करना है, क्लियर। तो देखिए, अगर हमने बोला लीडिंग ऑफ ए का लीडिंग क्या होगा वेरिएबल ए का, तो दैट इज स्मॉल ए इफ ए टेंड्स टू प्लस गामा ए डेल्टा वेयर गामा इज अ नल और सिंगल टर्मिनल। प्लस का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, देखिए प्लस लगाने का मतलब क्या होता है आपका, ये जो प्रोडक्शन है ए से मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल कॉल किया बी और बी के बाद कुछ प्रोडक्शन लिखे हुए हैं, सो दैट इज आल्सो प्रोडक्शन ऑफ ए, क्योंकि इस बी को आप उस प्रोडक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो लीडिंग ऑफ ए क्या होगा, वो सारे टर्मिनल्स जो इस टाइप के प्रोडक्शन में एग्जिस्ट करते हैं, जहां पे स्टार्टिंग में जो गामा लिखा है आपने दैट इज आइदर नल, यानी कि यहां पे डायरेक्ट टर्मिनल हो, ए से डायरेक्ट टर्मिनल जनरेट हो रहा है, या फिर कोई एक वेरिएबल लिखा हो और फिर टर्मिनल लिखा हो, ठीक है, तो क्या लिखा है गामा इज नल और सिंगल नॉन टर्मिनल यानी कि वेरिएबल, तो ए से एक वेरिएबल कॉल किया और उसके बाद कोई टर्मिनल लिखा है या डायरेक्टली टर्मिनल लिखा है, ठीक है, तो इन दैट केस आप क्या बोलेंगे ए क्या होगा आपका लीडिंग, ठीक है, यानी कि सिंपल सा अगर हम देखें दैट ए टेंड्स टू मान लीजिए मैंने लिखा बी ए सी, ठीक है, सो इन दैट केस क्या होगा आपका ए से बी कॉल हो रहा है और फिर आपका ए यहां पर दिख रहा है दैट इज द टर्मिनल, ठीक है, तो लीडिंग ऑफ ए क्या होगा आपका दैट इज स्मॉल ए, लीडिंग ऑफ ए, लीडिंग ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए, कैपिटल ए का लीडिंग क्या कहलाएगा आपका दैट इज दिस ए, क्योंकि ये जो पोजीशन यहां पे आप एक वेरिएबल या नल यानी कि ये लिखा हो या फिर आपका इस टाइप से लिखा हो ए टेंड्स टू ए सी, तो दैट इज आल्सो लीडिंग, इस तरीके से आप लीडिंग फाइंड करेंगे, क्लियर। नाउ ट्रैलिंग इज जस्ट रिवर्स, देखिए अगेन ट्रैलिंग में आपने ए लिखा, इस टाइप का प्रोडक्शन है एंड डेल्टा इज नल और सिंगल टर्मिनल, यानी कि आप राइट हैंड साइड से देखना है, ठीक है, यानी कि या तो आपका ये जो प्रोडक्शन है इसमें डेल्टा क्या हो नल हो या फिर ये एक सिंगल वेरिएबल, तो देखिए दोनों केस में आप किस तरीके से रन करेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा दैट इज ए टेंड्स टू इस एक प्रोडक्शन दैट इज दिस ओनली, इसके लिए आप ट्रैलिंग फाइंड करेंगे, सो दैट इज आल्सो ट्रैलिंग ऑफ ए इज आल्सो स्मॉल ए, ए का ट्रैलिंग भी क्या आ रहा है आपका स्मॉल ए आ रहा है एंड लीडिंग भी क्या आ रहा है आपका स्मॉल ए आ रहा है, क्लियर। दोनों केस में आप यहां पे क्या बोल रहे हैं दैट इज स्मॉल ए, गॉट इट। सो अगर मान लीजिए आपने यहां पे लिखा दैट प्रोडक्शन इज लाइक दिस, ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन आप लिख रहे हैं, सो मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्शन लिखा दैट इज ए कैपिटल ए एंड बी, ठीक है, दो टर्मिनल है, अब इस केस में अगर मान लीजिए इस केस में कोई भी प्रोडक्शन आप एक जगह कैपिटल बी लिख लेते हैं, दो अलग वेरिएबल लिख लेते हैं, सो व्हाट इज द लीडिंग ऑफ ए, लीडिंग ऑफ ए क्या आएगा आपका अकॉर्डिंग टू लीडिंग हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर जो स्टार्टिंग में गामा होना चाहिए था वो क्या है नल है, इसके बाद जो लिखा है यानी कि ए टर्मिनल इज द लीडिंग, यानी लेफ्ट टू राइट आपको जो पहला टर्मिनल मिलता है दैट इज लीडिंग, सिंपल सा रूल, इस डेफिनेशन आपको क्लियर है तो ठीक है, अदरवाइज आप सिंपल सा रूल याद रखिए, किसी भी प्रोडक्शन में आपको लेफ्ट टू राइट स्कैन करना है, जो पहला टर्मिनल मिला दैट इज लीडिंग, ठीक है, तो दैट इज लीडिंग, बस ये ध्यान रखिए कि वो उस पर्टिकुलर ग्रामर के रूल को सैटिस्फाई कर रहा है, यानी कि सिंगल नॉन टर्मिनल, यानी कि ऐसा नहीं हो कि तीन चार वेरिएबल है उसके बाद टर्मिनल है, दैट फॉर्मेट मस्ट बी फॉलोड, सो आपको जो पहला टर्मिनल मिला दैट इज लीडिंग, तो ए इज लीडिंग, ठीक है। फिर अगर हम ट्रैलिंग की बात करें तो ट्रैलिंग में हम क्या बोलेंगे, ट्रैलिंग ऑफ ए इज, सो अगेन यहां पे हम क्या बोलेंगे लास्ट में जो आएगा आपका गामा, सॉरी डेल्टा इज नल, तो इट इज एज्यूम दैट डेल्टा क्या है यहां पे नल है, इन दैट केस ये जो बी आता दैट इज ट्रैलिंग, यानी कि राइट टू लेफ्ट में जो पहला टर्मिनल मिला दैट इज ट्रैलिंग, लेफ्ट टू राइट में जो पहला टर्मिनल मिला दैट इज लीडिंग, ठीक है, राइट टू लेफ्ट में जो पहला मिला दैट इज ट्रैलिंग, तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है लीडिंग एंड ट्रैलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल ऑफ ग्रामर, क्लियर। नाउ विद द हेल्प ऑफ लीडिंग ट्रैलिंग जैसे आप लीडिंग ट्रैलिंग फाइंड कर लेंगे, नाउ आफ्टर दैट यू कंस्ट्रक्ट द प्रेसिडेंस टेबल, ठीक है, प्रेसिडेंस टेबल उसके बाद आप क्या करेंगे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो देखिए हम यहां पर देखते हैं व्हाट इज द मेन रोल टू कंस्ट्रक्ट द पर्टिकुलर प्रेसिडेंस टेबल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं यहां पे उसकी हेल्प से डिजाइन करते हैं, लाइक एग्जांपल मैंने लिखा था e टेंड्स टू e प्लस t, एग्जांपल लिया मैंने दैट इज t, e का प्रोडक्शन लिखा हमने t से आपने लिखा दैट इज t स्टार f, ठीक है, एंड इन दैट केस f इज द प्रोडक्शन, फिर f का प्रोडक्शन आपने लिख दिया ओपनिंग ब्रैकेट e क्लोजिंग ब्रैकेट एंड i इज द प्रोडक्शन, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले आपको फाइंड करना है लीडिंग, लीडिंग फाइंड करना है आपको, ठीक है, लीडिंग अब यहां पे ऑब्वियसली लीडिंग और ट्रैलिंग कुछ भी फाइंड करें, सेकंड में जो आएगा वो क्या आएगा दैट इज द टर्मिनल्स, ठीक है, आप लीडिंग की किसी भी वेरिएबल का लीडिंग फाइंड कर रहे हो तो क्या आ रहा है टर्मिनल, ट्रैलिंग फाइंड कर रहे हो तो क्या आ रहा है टर्मिनल्स, लीडिंग और ट्रैलिंग के सेट में टर्मिनल ही लिखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल जो भी हमने देखा। नाउ अब यहां पे जितने भी वेरिएबल है दैट e, फिर नेक्स्ट क्या है आपका t, उसके बाद क्या आता है दैट इज f, तीन वेरिएबल है e t एंड f, ठीक है, दैट इज थ्री वेरिएबल। नाउ अब दो चीजें फाइंड करनी है आपको, तो तीनों वेरिएबल के लिए, ठीक है, क्या क्या दैट वन इज लीडिंग, सो लीडिंग का सेट हम यहां लिख देंगे एंड सेकंड वन यू फाइंड ट्रैलिंग, तो ट्रैलिंग हम लिख देंगे, क्लियर है। लीडिंग एंड ट्रैलिंग, सो लीडिंग ऑफ e, व्हाट इज द लीडिंग ऑफ e, e का लीडिंग क्या होगा आपका, तो देखिए e के लीडिंग यानी आपको लेफ्ट टू राइट सर्च करना है अकॉर्डिंग टू रूल, फर्स्ट टर्मिनल जो मिलेगा e के प्रोडक्शन में, e से प्लस मिल रहा है प्लस इज द लीडिंग, ठीक है, a प्लस लिख दिया कॉमा, अब e से आपने t कॉल किया, तो देखिए अब t कॉल कर रहे हैं तो e से आपका जो भी प्रोडक्शन जनरेट होगा ऑब्वियसली हमें क्या बोला इनडायरेक्ट, हम यहां पे प्लस लिखते हैं रूल में, तो e से t आ रहा है यानी t के प्रोडक्शन के थ्रू जो भी टर्मिनल जनरेट होंगे लीडिंग में वो भी इंक्लूड करना है, तो t का प्रोडक्शन देखा दैट इज t स्टार f, ठीक है, पहला टर्मिनल स्टार मिल रहा है दैट इज आल्सो लीडिंग ऑफ e। नाउ फिर आप t से इनडायरेक्टली f भी जनरेट होगा, यानी e से t एंड t से f, यानी डायरेक्टली e से आप f तक जा सकते हैं, तो f के थ्रू जो लीडिंग आएगा वो भी आपको e के सेट में इंक्लूड करना है, तो f से आपका देखिए इस केस में आप देखिए तो ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट दो टर्मिनल है, तो लीडिंग कौन सा होगा दैट इज दिस लेफ्ट टू राइट जो पहला टर्मिनल आपको दिखा दैट इज द लीडिंग, सो ये लीडिंग में आपने कैलकुलेट किया दैट इज लीडिंग। नाउ आफ्टर दैट f से डायरेक्ट i भी जनरेट हो रहा है, तो दैट इज आल्सो लीडिंग, क्योंकि इस केस में आप बोले तो डेल्टा और गामा दोनों ही नल है, तो नॉट एनी इशू, बस वेरिएबल होना चाहिए या फिर नल होना चाहिए, सिर्फ हमें इतना देखना है, सो id इज आल्सो द लीडिंग, सो प्लस स्टार ओपनिंग ब्रैकेट एंड id इज द लीडिंग ऑफ दैट वेरिएबल,
क्लियर। एंड ट्रेलिंग की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज द ट्रेलिंग, ट्रेलिंग ऑफ ई क्या आएगा आपका, तो देखिए ट्रेलिंग के लिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड से सर्च करना है। तो राइट हैंड साइड से अगर आप देखें, सो इन दैट केस फर्स्ट ई के लिए, ठीक है, ई का ट्रेलिंग क्या होगा, तो देखिए ट्रेलिंग के लिए हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को राइट को लेफ्ट रख दिया तो प्लस मिला आपको, अगेन प्लस मिलेगा क्योंकि दोनों के बीच में एक प्लस आ रहा है ऑपरेटर के बीच में, तो दैट इज ट्रेलिंग। फिर ई से आपका टी फॉलो है, तो टी के थ्रू जो ट्रेलिंग आएगी वो भी लिखना है, तो टी में आपने लिखा स्टार आएगा राइट टू लेफ्ट, दैट इज स्टार इज आल्सो इन द ट्रेलिंग ऑफ दिस सेट, ठीक है। फिर टी से एफ फॉलो है, यानी एफ भी ई के थ्रू जा सकते हैं, तो इस केस में इस पहले प्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे राइट टू लेफ्ट क्या मिला आपको, क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इस केस में ट्रेलिंग में क्लोजिंग आएगा, देखिए लीडिंग में ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा था, ट्रेलिंग में क्या आएगा, क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। नाउ आफ्टर दैट जैसे आपने क्लोजिंग ब्रैकेट लिखा, इसके बाद ई में एक और क्या जाएगा आपका आईडी, क्योंकि आईडी डायरेक्टली लिख रहा है, तो आईडी इज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस केस। नाउ दैट इज प्लस स्टार ओपनिंग आईडी प्लस स्टार क्लोजिंग आईडी, दैट इज द लीडिंग, ठीक है। नाउ इन दैट केस जैसे आपने लीडिंग फाइंड, अब टी का लीडिंग क्या आएगा, तो टी का लीडिंग में आपका आ रहा है स्टार, दैट इज स्टार, ठीक है। फिर टी से एफ कॉल कर रहे हैं, सो ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी, ठीक है। एक्जेक्टली ऑब्वियसली टी से आप जो तीन को इनपुट किए तो जीना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर ट्रेलिंग के लिए क्या जाएगा, आगे ट्रेलिंग के लिए टी का ट्रेलिंग तो राइट टू लेफ्ट मेरा टर्मिनल स्टार मिल रहा है, फिर एफ के थ्रू क्लोजिंग मिल रहा है और आईडी मिल रहा है। फिर एफ के लिए ऑब्वियसली एफ के लिए दो लीडिंग होंगे, ओपनिंग एंड आईडी, एंड ट्रेलिंग क्या होंगे, दैट इज ओपनिंग सॉरी दैट क्लोजिंग ब्रैकेट एंड आईडी, ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट एंड आईडी इज द ट्रेलिंग ऑफ एफ। नाउ अब आपको इसके थ्रू क्या करना है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल डिजाइन करना है। तो देखिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल अगर आप बनाते हैं, सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल क्या कंटेन करती है आपकी, तो दैट टेबल कंटेन इन द ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, टेबल इज डिजाइन बिटवीन दी ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर, यानी जितने भी ऑपरेटर या टर्मिनल की बात करें ग्रामर के, ऑपरेटर्स एंड टर्मिनल के बीच में आपकी क्या बनेगी, टेबल डिजाइन बनेगी। तो रो और कॉलम दोनों में आपको क्या लिखना है, ऑपरेटर्स एंड टर्मिनल्स, ठीक है। तो देखिए आप पहले कॉलम में लिख देते हैं दैट इज प्लस, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्मिनल आपने लिखा दैट इज स्टार, फिर नेक्स्ट आपने लिखा दैट इज ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट एंड नेक्स्ट वन इज द आईडी एंड द नेक्स्ट वन इज टर्मिनल। ये सारे हमने यहां पर इंक्लूड किए दैट ऑल आर टर्मिनल्स। नाउ आफ्टर दैट दिस ऑल टर्मिनल्स आपको कहां पे लिखने हैं, इन द कॉलम रो आल्सो, रो में आप लिखेंगे दैट इज दिस प्लस स्टार ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट एंड आईडी, दैट ऑल आर इन दिस। और लास्ट में आपको डॉलर, देखिए डॉलर क्यों लिख रहे हैं हम यहां पर, डॉलर का मैन यूज है दैट रिप्रेजेंट द एंड एंड स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। किसी भी स्ट्रिंग को आप जब इस टेबल में पास करेंगे तो उस स्ट्रिंग के एंड और स्टार्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉलर यूज करते हैं। डॉलर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एंड एंड स्टार्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो जब वो इसे डॉलर पॉइंट पे आके एंड होता है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो प्रोसीजर होता है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल को इसे इनपुट को अगर रीड करना है तो उसमें आपका डॉलर का इंपॉर्टेंस होता है। नाउ आपने सारे टर्मिनल्स लिख दिए, ठीक है। ऑल टर्मिनल्स एंड जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं वो रो कॉलम आपने डिजाइन कर दिए, ठीक है। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेसिडेंस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस रिलेशन टेबल बना दिया, ठीक है। दिस रिलेशन टेबल में आपको एंट्री करना है, सो एंट्री कैसे करेंगे, तो एंट्री के लिए हम बोलते हैं कि जो भी आपके लीडिंग है, ठीक है, आप ऑपरेटर्स कहां पे सर्च करेंगे, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की करस्पॉन्डिंग लीडिंग की जो एंट्री होगी आपकी, दैट एंट्री ऑफ लीडिंग इज डन इन रो, ठीक है। लीडिंग की एंट्री कहां पे करना है आपको, रो में, और ट्रेलिंग की एंट्री कहां पे करना है आपको, कॉलम में, ठीक है। यानी सारे कॉलम की बात कर रहे हैं हम, तो एंट्री ऑफ लीडिंग इज इन द रो, ठीक है। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि एंट्री ऑफ लीडिंग इज इन रो, इज इन रो एंड एंट्री ऑफ ट्रेलिंग इज इन कॉलम, एंट्री ऑफ ट्रेलिंग इज इन कॉलम, ठीक है। एंट्री ऑफ ट्रेलिंग इज इन कॉलम, कॉलम में आपको क्या करना है, एंट्री करना है किसकी, ट्रेलिंग की, और रो में एंट्री करना है किसकी, लीडिंग की। अब एंट्री कैसे होगी, सो वो हम देखेंगे वन बाय वन। हर एक प्रोडक्शन के लिए आपको यहां पे एंट्री करना पड़ेगी, ठीक है। फॉर ईच प्रोडक्शन दैट इज वन एंट्री, ठीक है। सो हाउ टू कैलकुलेट दैट, तो देखिए so the rule behind that to entry that p plus t is आपने लिखा है इस प्रोडक्शन के लिए आपको एंट्री करना है टेबल में। सो रूल क्या होता है आपका, कि कोई भी प्रोडक्शन अगर आपने लिखा है दैट लाइक दिस, अगर मैंने मान लो यहां पे लिखा है प्रोडक्शन 1 is e tends to, मान लीजिए एक रूल लिखा है दैट is e tends to x plus z, इस टाइप से प्रोडक्शन दिया आपको, ठीक है। तो इस केस में आप एंट्री कैसे करेंगे, तो इस प्लस की एंट्री आपको करना है, तो रूल होता है आपका प्लस के बाद जो भी वेरिएबल लिखा है उसका लीडिंग ऑफ दैट वेरिएबल, लीडिंग ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन प्लस ऑपरेटर, यानी कि जो भी ऑपरेटर आपने लिखा है उससे उस लीडिंग का प्रेसिडेंस क्या होना चाहिए, उस z के लीडिंग का प्रेसिडेंस क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर होना चाहिए। एंड उस प्लस के पहले जो भी ऑपरेटर लिखा है आपने उसका ट्रेलिंग जो होगा आपका, ट्रेलिंग ऑफ x should be greater than plus। देखिए ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है, दैट फोकस ऑन दिस टू इक्वेशन, ठीक है। अगर इस टाइप से अगर कोई प्रोडक्शन दिया है आपको दैट इज दिस a tends to x plus z, तो जो भी ऑपरेटर है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में उसके बाद वाले वेरिएबल का लीडिंग प्लस से ग्रेटर, और उसके पहले जो भी वेरिएबल है उसका ट्रेलिंग प्लस से क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा, ठीक है। नाउ अब हमें पता है कि लीडिंग की एंट्री हमें क्या करना है, रो में, और ट्रेलिंग की एंट्री हमें क्या करना है, कॉलम में, ठीक है। तो लीडिंग की एंट्री रो में करना है, तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे यहां पे, जो भी ऑपरेटर है प्लस इस पर्टिकुलर इक्वेशन की करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो हम क्या बोलेंगे कि लीडिंग ऑफ e का जो लीडिंग है आपका मस्ट बी ग्रेटर देन प्लस, प्लस से ग्रेटर होना चाहिए, एंड ट्रेलिंग ऑफ e इज मस्ट बी लेस देन, ट्रेलिंग ऑफ e इज मस्ट बी लेस देन सॉरी ग्रेटर देन प्लस, ठीक है। दोनों केस में लीडिंग, बाद वाले का लीडिंग और पहले वाले का ट्रेलिंग दोनों क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज द कंडीशन। नाउ अब यहां पर फर्स्ट हम देखते हैं लीडिंग ऑफ t का लीडिंग क्या है। अब लीडिंग की एंट्री रो में करना है, तो प्लस को रो में सर्च किया तो यहां पे मिला आपको प्लस। अब इस रो में एंट्री करेंगे हम किसकी, लीडिंग ऑफ t, व्हाट इज लीडिंग ऑफ t, दैट इज स्टार ओपनिंग एंड आईडी, इन तीनों का प्रेसिडेंस इस प्लस से ग्रेटर होगा, ठीक है। लीडिंग ऑफ t यानी लीडिंग ऑफ t में जितने टर्मिनल्स हैं उन सबका प्रेसिडेंस इस प्लस से ग्रेटर होगा, तो देखिए प्लस की करस्पॉन्डिंग अगर आप यहां पे देखें एंड दैट केस की प्लस, अब क्या क्या टर्मिनल्स लीडिंग में यहां पे दैट इज स्टार ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी, इन तीनों का प्रेसिडेंस आपने यहां पे लिख दिया दैट इज ग्रेटर देन प्लस। तो ये आपने लीडिंग की एंट्री रो में करी, उस टर्मिनल को पहले रो में सर्च किया, यहां पे मिला दैट इज प्लस, यहां पे फिर आपने एंट्री कर दी। नाउ सेम अब इसके आगे जो लिखा दैट इज e के ट्रेलिंग का प्रेसिडेंस प्लस से क्या, ट्रेलिंग क्या है, प्लस स्टार क्लोजिंग एंड आईडी प्लस, देखिए ट्रेलिंग में प्लस सर्च किया आपने यहां पे, दैट इज दिस प्लस, इस प्लस से इधर जो ऑपरेटर्स जो इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं उन सबका प्रेसिडेंस ग्रेटर होगा, तो प्लस इज ग्रेटर देन प्लस स्टार क्लोजिंग एंड आईडी, इन सबका प्रेसिडेंस क्या रहेगा आपका, ग्रेटर रहेगा, ठीक है। दैट इज दिस। नाउ सेम आपने पहले प्रोडक्शन के लिए कंप्लीट कर दिया, अब सेकंड ऑपरेटर आपको यहां पे दिख रहा है, इन दिस ये रूल आपको यहां पे अप्लाई करना है। सो इस केस में अगेन लीडिंग ऑफ f इज ग्रेटर देन स्टार, ठीक है। t into t स्टार f के लिए आप डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि f का लीडिंग स्टार से ग्रेटर होगा, तो लीडिंग की एंट्री स्टार को रो में सर्च किया, यहां पे मिला आपको लीडिंग ऑफ f, f का लीडिंग क्या है, ओपनिंग एंड आईडी, यानी कि स्टार के केस में ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी का प्रेसिडेंस स्टार से ग्रेटर, तो ये दो एंट्री कर दिया, सिंपल सा रूल है। फिर स्टार के पहले जो लिखा है दैट इज t का ट्रेलिंग इससे ग्रेटर होगा स्टार से, तो t का ट्रेलिंग क्या है, दैट इज दिस, ये स्टार से ग्रेटर होगा तो ट्रेलिंग को हमने कॉलम में सर्च किया, ये स्टार को कॉलम में सर्च किया, दैट इज दिस, इस स्टार से f के ट्रेलिंग का दैट इज सॉरी t के ट्रेलिंग का स्टार क्लोजिंग एंड आईडी, इन तीनों का प्रेसिडेंस ग्रेटर होगा, दैट इज स्टार क्लोजिंग एंड आईडी, दैट इज दिस। ये डिजाइन कर दिया, क्लियर, इस तरीके से बन जाएगा। नाउ आफ्टर देन इस प्रोडक्शन का कंप्लीट हुआ, ठीक है। f और t दोनों की एंट्री कर दिया, लीडिंग एंड ट्रेलिंग। नाउ द नेक्स्ट दिस फॉर दिस, देखिए इसके लिए अगर आप देखें तो यहां पे दो ऑपरेटर हैं आपके, इन दिस टू ऑपरेटर, इसके लिए हम रूल क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर ऑपरेटर के बाद में जो लिखा है
रूल क्या आपका, किसी भी ऑपरेटर के बाद जो वेरिएबल लिखा है उसका आपको रीडिंग देखना है, बट इसके बाद कोई वेरिएबल नहीं, इस पर्टिकुलर ऑपरेटर के बाद कोई वेरिएबल नहीं, यानी फर्स्ट रीडिंग वाला रूल तो फॉलो नहीं होगा, बट इसके पहले आपको क्या लिखना है, ई लिखा है, इसका ई का ट्रेलिंग ऑफ ई इज ग्रेटर देन क्लोजिंग ब्रैकेट से ट्रेलिंग का ग्रेटर होगा ई का, तो क्लोजिंग ब्रैकेट आपने कॉलम में सर्च किया है, नाउ ट्रेलिंग ऑफ ई दैट इज प्लस स्टार क्लोजिंग एंड आईडी प्लस स्टार क्लोजिंग एंड आईडी, इन सब का प्रेसिडेंस क्या हो गया, इससे ग्रेटर हो गया। ये ना देखिए इस ऑपरेटर की एंट्री करनी है, हम फर्स्ट ऑपरेटर की अगर आप बात करें तो इसके पहले कोई ऑपरेटर नहीं, वेरिएबल नहीं, बाद में ई है, यानी इसकी एक एंट्री होगी, इसकी लीडिंग ऑफ ई इज ग्रेटर देन ओपनिंग ब्रैकेट से लीडिंग ऑफ ई ग्रेटर होगा, तो देखिए लीडिंग ऑफ ई इज ग्रेटर देन ओपनिंग ब्रैकेट, तो ओपनिंग ब्रैकेट आपने रो में सर्च किया, दैट इज हियर, नाउ लीडिंग ऑफ ई दैट इज प्लस स्टार ओपनिंग एंड आईडी। ये तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि इसको समझना है, दैट इज ओपनिंग ब्रैकेट, तो यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट, दो ओपनिंग ब्रैकेट आपका, तो दैट इज लेफ्ट मोस्ट, उसके बाद क्या आएगा, जो इनर मोस्ट ओपनिंग होगा उसका ब्रैकेट का प्रेसिडेंस, ऑब्वियसली आप नॉर्मली अगर देखते हैं दो ब्रैकेट रहते हैं, ब्रैकेट के अंदर आपने पैरेंथेसिस डिजाइन किया है, सो इनर वाले का प्रेसिडेंस ज्यादा होता है, सो अकॉर्डिंग टू रूल आपका एक्जेक्टली वही आ रहा है, ठीक है, दैट इज दिस। अब सारी एंट्री हो गई, आईडी के करस्पॉन्डिंग ना तो लेफ्ट और राइट दोनों में कोई वेरिएबल नहीं, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोई आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, हमने रूल देखा था कि जब दो ऑपरेटर या दो टर्मिनल के बीच में से एक वेरिएबल आता है, उस केस में आपको किसी के प्रेसिडेंस पैरेंथेसिस को पैरेंथेसिस, तो इन दोनों का प्रेसिडेंस आपको क्या लिखना है, दैट इज सेट टू इक्वल, दो टर्मिनल के बीच में से एक वेरिएबल है या फिर दोनों टर्मिनल कंटीन्यूअसली आ रहे हैं, इन दैट केस आपका इक्वल असाइनमेंट आपको यहाँ पे पुट करना है, दैट टू बी दैट इक्वल, ठीक है, ये लिख दिया आपने। नाउ आफ्टर देन अगर हम यहाँ पे देखिए अब डॉलर की एंट्री की अगर बात करें तो डॉलर के केस में डॉलर का प्रेसिडेंस होता है वो सारे ऑपरेटर से लेस होगा, ठीक है, तो दैट इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री लिखी हमने, दैट इज दिस, ठीक है, जो हमने ब्लैंक रखा है उसका रीजन क्या है, वो देखिए प्लस का स्टार का डॉलर से ग्रेटर होगा, ठीक है, दैट ओपनिंग इज दिस एंड इसके बाद आईडी, डॉलर को प्रेसिडेंस नहीं लिखना, ठीक है, इस टाइप का कोई केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपका, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर देखें, सो इन दैट केस जो पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, सो दैट इज इन दिस केस, ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा एक ब्रैकेट ओपनिंग ब्रैकेट आपका एंड डॉलर, वहाँ पे कोई एंट्री नहीं की, ठीक है, जब भी आप स्ट्रिंग लिखते हैं तो स्ट्रिंग में आप प्रोडक्शन के साइड से लिखेंगे, मान लीजिए आपने एक स्ट्रिंग लिखी है दैट इज लाइक दिस, कोई भी स्ट्रिंग आपकी, ठीक है, डॉलर आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, मान लीजिए ये लिखी आपने स्ट्रिंग, क्लियर है, सो इन दैट केस आप कोई भी फंक्शन मान लीजिए आपने ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व किया है, ठीक है, तो हम स्ट्रिंग में स्टार्टिंग और एंड में डबल लिखते हैं, तो मान लीजिए ब्रैकेट दिया आपका लाइक दिस, इस टाइप से ब्रैकेट आपने डिजाइन किया उसके अंदर लिखा है, तो कभी भी आपका ओपनिंग ब्रैकेट एंड डॉलर ये वाला केस आएगा, यानी ओपनिंग ब्रैकेट के बाद डॉलर, या तो डॉलर के बाद ओपनिंग ब्रैकेट होगा या डॉलर के पहले क्या होगा क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, बट इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं बनेगी आपके पास ओपनिंग एंड डॉलर, इसलिए हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं की, तो दैट इज नॉट एनी एंट्री, ठीक है, इसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, तो ये रॉन्ग, इस टाइप का प्रोडक्शन आप एक्सेस नहीं करेंगे, या फिर आप यहाँ पे बोले दैट इज डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी डॉलर के बाद क्लोजिंग ब्रैकेट आए, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये दोनों केस आपके पॉसिबल नहीं होंगे, दैट्स व्हाई हमने इसमें कोई एंट्री नहीं करी, उसको एंट्री रखना है, ठीक है, क्योंकि वो केस कभी आएगा, तो जितनी प्लेस ज्यादा आप एंट्री रखेंगे उतनी ज्यादा एरर फाइंडिंग कैपेबिलिटी होगी, दैट्स व्हाई हमने क्या रखा है इनसेट को एंट्री रखना, इस टाइप का केस एक्सेस ही नहीं करेगा, ठीक है, और बाकी जितनी भी एरर आपकी ब्लैंक एंट्री दिखेगी, लेकिन मेनली डॉलर के लिए हम एंट्री करना है, मान लीजिए ओपनिंग क्लोजिंग वाला लॉजिक नहीं होता, तो हम क्या बोलते हैं सारे इनपुट्स का जितने टर्मिनल से सबका प्रेसिडेंस डॉलर से ग्रेटर सेट कर देना है, और डॉलर पे कोई एंट्री नहीं करना है, तो बाकी जो ब्लैंक एंट्री दिख रही है दैट इज एरर एंट्री, ठीक है, एरर एंट्री मतलब दैट इज जितनी ज्यादा एरर एंट्री आपकी किसी टेबल में होगी उतनी ज्यादा एरर फाइंडिंग कैपेबिलिटी उसकी होगी, यानी कोई रॉन्ग स्ट्रिंग अगर आप उस पर रन करेंगे तो इट इजीली गेट्स, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एंट्री होगी, तो ऑब्वियसली अगर जैसे आप उस सेल पे गए तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, तो आपको बोलेंगे कि दिस स्ट्रिंग इज नॉट जनरेटेड बाय दैट जावा, ठीक है, सो ये उसका रूल होता है ना, सो हमने बोला ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें कैंसिल कर दिया हमने, हमने बोला दैट इज डॉलर के बाद ओपनिंग तो ये पॉसिबल है, ठीक है, या फिर क्लोजिंग के बाद डॉलर तो दैट इज आल्सो पॉसिबल, तो इन दोनों केस के लिए हमने एंट्री की, ठीक है, तो दैट इज द वे टू डिजाइन लीडिंग एंड ट्रेल, गॉट इट। तो दिस प्रेसिडेंस ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल की हेल्प से आप क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किस पर्टिकुलर ऑपरेटर का प्रेसिडेंस किससे ज्यादा होगा, जैसे आपने लिखा प्लस और स्टार, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लस स्टार, आपका लेफ्ट टू राइट आप देख रहे हैं दैट पहले प्लस आ रहा है फिर स्टार आ रहा है, तो दो ऑपरेटर दिख रहे हैं, तो प्लस पहले आया और स्टार बाद में आया, प्लस और स्टार में देखिए किसका प्रेसिडेंस आ रहा है स्टार, इस तरीके से आप एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज अ प्रोसीजर टू रन द स्ट्रिंग टू दिस टेबल, ठीक है, उसका एक अपना प्रोसीजर होता है। थैंक यू। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर पार्ट, तो देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल क्या होता है, ठीक है, जनरली जो आप किसी भी ऑपरेटर ग्रामर के करस्पॉन्डिंग जब ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप नॉर्मली जो डिजाइन करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल, ठीक है, तो ऑपरेटर रिलेशन टेबल जो आप बनाते हैं इन दैट केस आप क्या होते हैं कि जो रिलेशन टेबल आपकी बनेगी दैट इज बिटवीन द ऑपरेटर्स, ठीक है, यानी कोई प्लस स्टार, ठीक है, आईडी टाइप का कोई आपका टेबल है, ठीक है, जिसमें आप ऑपरेटर और ऑपरेटर्स के बीच में क्या बना रहे हैं, टेबल डिजाइन कर रहे हैं बिटवीन द ऑपरेटर ऑपरेटर्स एंड टर्मिनल्स हैं, दैट इज तो मान लीजिए आपकी किसी ग्रामर में n ऑपरेटर्स या n टर्मिनल्स है, तो जो टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है आपकी दैट रिलेशन टेबल, ठीक है, जो आप रिलेशन टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, n आपके टर्मिनल से, तो कॉम्प्लेक्सिटी इज n into n, यानी कि n स्क्वायर स्पेस लाइक, ठीक है, n ऑपरेटर्स आप रो में लिख रहे हैं और n ऑपरेटर्स आप खाली में कॉलम, यानी n टर्मिनल्स रो में n टर्मिनल्स कॉलम में, तो टोटल साइज ऑफ द टेबल इज n स्क्वायर, सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ज्यादा स्पेस रिक्वायरमेंट है, ठीक है, दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं कि इन प्लेस ऑफ ऑपरेटर रिलेशन टेबल, ठीक है, जो रिलेशन टेबल बनाते हैं उसकी प्लेस पे हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं दैट इज प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल, सो हाउ टू कंस्ट्रक्ट या व्हाट इज द मेन वे टू कंस्ट्रक्ट दैट फंक्शन टेबल, उसका मेन यूज क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम देखने वाले फंक्शन टेबल, सो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर यूजुअली डू नॉट स्टोर द प्रेसिडेंस टेबल विद द रिलेशन, ठीक है, जनरली वो स्टोर करके नहीं चलता है, यानी जो आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर होता है ये टेबल स्टोर करके नहीं चलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या डिजाइन करेगा वो फंक्शन टेबल, ठीक है, rather they are implemented in a special way, operator precedence parser use precedence function that's called precedence function table, precedence function table that map terminal symbol to integer and the precedence relation between the symbols are implemented by numerical comparison, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो आपके टर्मिनल्स हैं या दो आपके ऑपरेटर हैं तो उनके बीच में जो प्रेसिडेंस होगा वो स्पेशल इंटीजर वैल्यू के थ्रू रिप्रेजेंट करें, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट लाइन, कि मान लीजिए आपने यहाँ पर बोला कि इन दो पर्टिकुलर के बीच में कोई रिलेशन आपने डिजाइन किया, तो आपने बोला स्टार की वैल्यू प्लस से ग्रेटर है, यानी स्टार का प्रेसिडेंस ग्रेटर देन प्लस है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर दो फंक्शन के थ्रू डिजाइन करेंगे, वो एक न्यूमेरिक वैल्यू से आप क्या बोलेंगे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए मैंने लिखा कि the value of the star is 4 in case and that is greater than plus, ठीक है, तो that is the way of representation, आप अलग-अलग फंक्शन की तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बोलते हैं दो फंक्शन, एक फंक्शन में आपका दैट 4 लिखा है और स्टार की प्लेस में यहाँ पे 3 लिखा है, तो उस फंक्शन f में स्टार की वैल्यू 4 है और g में स्टार की वैल्यू 3 है, यानी कि f का जो स्टार है उसका प्रेसिडेंस g के स्टार से ग्रेटर होगा, यानी कि सेम ऑपरेटर या डिफरेंट ऑपरेटर किसी पे भी आप रिलेशन करेंगे तो दैट इज आइडेंटिफाइड थ्रू अ सिंबल दैट इज इंटीजर वैल्यू, क्लियर, सो इन दैट केस वी यूज इंटीजर वैल्यू इन द टेबल, ठीक है,
तो फंक्शन टेबल में हम इंटीजर वैल्यू यूज करते हैं अदर दैट सिंबल ग्रेटर देन लेस देन जो हम यहां पर यूज करते हैं ग्रेटर देन लेस देन जो सिंबल हम यूज करते हैं। नाउ द पासिंग टेबल कैन बी एनकोडेड बाय टू प्रेसिडेंस फंक्शन f एंड g दैट मैप टर्मिनल सिंबल टू इंटीजर। ठीक है, तो जो भी आपकी टेबल होती है उसको हम क्या करते हैं, दो प्रेसिडेंस फंक्शन f को g से मैप करते हैं सारे टर्मिनल्स के थ्रू। ठीक है, एंड इन दैट केस हम यहां पे प्रेसिडेंस डिजाइन करेंगे। तो अगर हम लिखा f of a इज लेस देन f of g of b, देन हम क्या बोलेंगे a held precedence to b, यानी कि b का प्रेसिडेंस a से क्या है, ग्रेटर है। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का प्रेसिडेंस इक्वल है, अदरवाइज a का प्रेसिडेंस b से ग्रेटर होगा। तो नॉर्मली हम जब ऑपरेटर में डायरेक्ट कंपैरिजन करते थे, अब यहां पे हम फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, उसमें कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, टू क्रिएट द प्रेसिडेंस फंक्शन टेबल को क्रिएट करने से पहले हमें फर्स्ट डिजाइन द प्रेसिडेंस ग्राफ फ्रॉम द रिलेशन टेबल। तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिजाइन प्रेसिडेंस ग्राफ बनाना है आपको फ्रॉम रिलेशन टेबल। कौन सी टेबल से डिजाइन करेंगे आप, फ्रॉम रिलेशन टेबल, जो ऑपरेटर रिलेशन टेबल आप कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ फंक्शन। ठीक है, प्रेसिडेंस ग्राफ आपको कंस्ट्रक्ट करना है ऑफ द फंक्शन, या प्रेसिडेंस फंक्शन ग्राफ भी बोल सकते हैं इसको, यू कैन से दैट इज प्रेसिडेंस फंक्शन ग्राफ। ठीक है, तो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट प्रेसिडेंस फंक्शन ग्राफ फ्रॉम द रिलेशन टेबल। तो मान लीजिए आपका इनपुट में एक टेबल है आपके पास, किसी पर्टिकुलर ग्रामर के लिए आपने मान लीजिए ऑपरेटर्स के बीच में टेबल डिजाइन किए, दैट इज आईडी फर्स्ट ऑफ टर्मिनल ग्राफ का प्लस नेक्स्ट इज स्टार एंड डॉलर। ठीक है, डॉलर इज अ स्पेशल सिंबल दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन एवरी रिलेशन टेबल दैट रिप्रेजेंट एंड एट स्टार्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग। सो अगेन यहां पे लिखा आपने आईडी प्लस स्टार एंड डॉलर। ये टेबल आपकी क्या है, रिलेशन टेबल। साइज ऑफ रिलेशन टेबल क्या बोलते हैं, स्पेस कितनी लगी, दैट इज n स्क्वायर स्पेस लगी आपकी। क्लियर, नाउ इसमें आपको यहां पर आपने अकॉर्डिंग टू रूल्स डिजाइन किए होंगे दैट टेबल। हम यहां पे सिंबल्स यूज कर रहे हैं आईडी का प्रेसिडेंस प्लस स्टार और डॉलर, तीनों से मेटल लिखा है। ठीक है, प्लस इज लेस देन आईडी, ठीक है, एंड ग्रेटर देन दिस प्लस, फिर अगर आपने लिखा दैट इज लेस देन स्टार एंड ग्रेटर देन दिस दैट इज लेस देन। ठीक है, आईडी का प्रेसिडेंस ऑलवेज हमने बोला सबसे ग्रेटर, बिकॉज़ न्यूमेरिक वैल्यू का प्रेसिडेंस ऑलवेज ग्रेटर होता है। आईडी यानी किसी भी एक ऑपरेंड को रिप्लेस करेंगे आप उस प्लेस पे, एंड डॉलर का प्रेसिडेंस सबसे लेस होगा आपका। स्टार की अगर आप बात करें तो दैट इज दी दो स्टार एक्चुअली डिजाइन कैसे हुई, दो स्टार है आपका। तो व्हाट मास रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि स्टार का प्रेसिडेंस अगर दो स्टार की स्ट्रिंग में तो लेफ्ट मोस्ट को पहले सॉल्व करेंगे, तो दो स्टार है तो स्टार इज ग्रेटर देन स्टार, यहां पे ग्रेटर साइन लगा दिया बिकॉज़ द प्रेसिडेंस इज ग्रेटर। फिर यहां प्लस प्लस लिखा, ठीक है, तो प्लस प्लस में लेफ्ट मोस्ट प्लस पहले एग्जीक्यूट होगा, दैट इज दिस प्लस और स्टार में पहले प्लस आ रहा है और फिर स्टार है, तो इसलिए स्टार का प्रेसिडेंस ज्यादा होगा। और आईडी हर केस में क्या होगा, ग्रेटर प्रेसिडेंस लिखते हैं। एंड इन दैट केस डॉलर से सारे ऑपरेटर का प्रेसिडेंस डॉलर से ग्रेटर होगा। डॉलर में रिलेशन नहीं बनाना है, आईडी में रिलेशन नहीं। ठीक है, बिकॉज़ आईडी और आईडी में कंपैरिजन आपका एक्सिस्ट नहीं करेगा ना। हाउ टू कंस्ट्रक्ट, अब आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसको, ये देखना है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, दैट ग्राफ प्रेसिडेंस फंक्शन ग्राफ। तो उस ग्राफ की हेल्प से हम क्या डिजाइन करेंगे। ठीक है, इस पार्ट को जो आपने जितने भी ऑपरेटर्स रो में लिखे दैट इज रिप्रेजेंट बाय द फंक्शन f, एंड जितने भी आपने कॉलम में लिखे दैट ऑल आर रिप्रेजेंट बाय द फंक्शन g। यानी इसके लिए f फंक्शन यूज करेंगे, इसके लिए g फंक्शन यूज करेंगे। यानी कि मान लो इस प्लस की बात कर रहे हैं आप, तो क्या बोलेंगे f ऑफ प्लस। ठीक है, यानी कि कौन सा प्लस है ये आपका, f का प्लस यूज कर रहे हैं आप। और अगर g में किसी वैल्यू को यूज किया आपने g स्टार, ठीक है, यानी आप इस पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं, और f प्लस यानी यहां से इन दोनों पॉइंट को अगर आप डिस्कस करें तो f प्लस इज दिस एंड g स्टार इज दिस। यहां पे साइन कौन सा आपका, दैट इज दिस, यानी f प्लस इज लेस प्रेसिडेंस देन g स्टार, या g स्टार का प्रेसिडेंस f प्लस से क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा। सो इन दैट केस हाउ टू डिस्ट्रक्ट, तो इस केस में आपको क्या करना है, जो भी g स्टार का प्रेसिडेंस है आपका दैट इज ग्रेटर देन f प्लस, तो ग्राफ में आप क्या बोलेंगे, जब आपका प्रेसिडेंस f साइड से आप क्या बोलेंगे, लेस देन g पे जा रहा है। ठीक है, f प्लस इज लेस देन g स्टार, तो f प्लस से g स्टार से हम क्या बोलेंगे, दैट g स्टार f प्लस एक एरो बनाना है। तो ये सिंबल आपका इस टाइप से यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू एरो फॉर्मेट। अगर मान लीजिए f इज लेस देन g आपने लिखा तो दैट इज दिस, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ग्राफ f ग्रेटर देन g होगा, इन दैट केस आप इसको कन्वर्ट कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, यानी f से एरो की तरफ जाएगा आपका g की तरफ। यानी अगर प्रेसिडेंस जिस पर्टिकुलर ग्रेटर है, f से g का ग्रेटर है, तो एक एज बनानी है आपको f to g, और अगर f का g से ग्रेटर है तो g से f एज जाएगी। दैट इज मीन एक्जेक्टली इस तरीके से आपको उसको समझना है। तो देखिए, अगर हम यहां पर लिख देते हैं फर्स्ट, हम जितने भी हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस हुई है आपके हर एक ऑपरेटर के लिए f फंक्शन की वैल्यू हमने लिखी दैट इज f id, दैट इज फर्स्ट। ठीक है, फिर हमने लिखा दैट इज f स्टार, दैट इज सेकंड। ठीक है, f का आपका प्लस है, फिर हमने लिखा दैट इज स्टार, फिर आप लिखते मान लीजिए f प्लस एंड f डॉलर। ठीक है, f की करस्पॉन्डिंग क्या है, जितनी भी रोज है रो की सारी वैल्यू आपने यहां पे डिफाइन कर दी। ठीक है, तो f प्लस f स्टार, f id एंड f डॉलर। नाउ आफ्टर दैट इसके बाद आप क्या करेंगे, जो g वाला है ग्राफ डिजाइन करने, f से g की तरफ ले जाएगी आपकी, तो दैट इज g id, g स्टार। ठीक है, या g स्टार की प्लेस पे आप यहां पे देखिए क्रॉसिंग आप जो एजेस होगी, मान लीजिए हमने g स्टार लिखा, दैट इज g प्लस एंड g डॉलर, दैट इज इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ अब आपको कुछ नहीं करना है, प्रेसिडेंस देखना, प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग आपको एजेस डिजाइन करना है। तो देखिए f id और g id, f id g id में कोई रिलेशन है क्या आपका, नहीं, यानी कि यहां पे कोई एरो नहीं जाएगा f id से g id या g id से f id, दैट इज नॉट एनी। नाउ f id से g स्टार, देखिए f id एंड इस पूरी id वाली रो में आप देखिए किस-किस से प्रेसिडेंस आ रहा है, प्लस से स्टार से और डॉलर से, प्लस स्टार और डॉलर तीनों से प्रेसिडेंस इसका id का ग्रेटर है। तो आप यहां से कंस्ट्रक्ट करेंगे एक रो फ्रॉम id टू स्टार, id टू प्लस एंड id टू डॉलर। एरो का डायरेक्शन क्या होगा आपका, दैट इज दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन आप मूव कर रहे हैं उसको। क्लियर, सो f id इज ग्रेटर देन g स्टार। ठीक है, f id इज ग्रेटर देन g प्लस एंड f id इज ग्रेटर देन g डॉलर, इसलिए आपकी एज यहां पे इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगी। क्लियर, नाउ f स्टार, अब देखिए f स्टार का प्रेसिडेंस किससे ग्रेटर है, तो ग्रेटर वाला साइन हम जस्ट यूज करते हैं पहले ताकि हम प्रॉपर्ली डिजाइन कर पाएं उसको। f स्टार इज ग्रेटर देन g प्लस g स्टार एंड g डॉलर। ठीक है, तो f स्टार इज ग्रेटर देन g प्लस स्टार एंड डॉलर। ठीक है, सो g स्टार से ग्रेटर साइन यहां पर इस डायरेक्शन में, g प्लस से स्टार की वैल्यू ग्रेटर और डॉलर से स्टार की वैल्यू आती है ग्रेटर। ठीक है, हमने डिजाइन कर दिया यहां से। ठीक है, नाउ f प्लस का प्रेसिडेंस किससे ग्रेटर है आपका, देखिए इट इज ग्रेटर देन ओनली g प्लस एंड g स्टार, प्लस और स्टार इन दोनों से ग्रेटर। f प्लस इज ग्रेटर देन g प्लस, यहां से आपने साइन लिखा दैट इज g प्लस एंड डॉलर। ठीक है, f प्लस जो है अगर लेफ्ट में प्लस आता है तो वो राइट वाले प्लस से ग्रेटर होगा, और डॉलर से ऑलवेज ग्रेटर है आपका सारे ऑपरेटर्स, सो दैट इज दिस, ये एज बन गया। क्लियर, नाउ इसके बाद f डॉलर से आपका सबका प्रेसिडेंस किसी से भी ग्रेटर है क्या, f डॉलर नहीं, तो अभी हम सब ग्रेटर वाले साइन। ठीक है, बाकी डायरेक्शन से बताइए आप ये जैसे। देखिए नाउ अब g id अगर आप देख रहे हैं यहां पे, इन दैट केस g id यहां से स्टार्ट किया, g id का प्रेसिडेंस सबसे ग्रेटर है, ग्रेटर देन ऑल। ठीक है, यहां पे आप क्या बोलेंगे, g id इज ग्रेटर देन f प्लस। ठीक है, तो id तो एरो इधर जाएगा, f स्टार। ठीक है, g id इज ग्रेटर देन f प्लस एंड डॉलर। तो यहां से आप एज देखिए क्रॉसिंग एज आपको बनानी पड़ेगी, दैट इज गोस टू दिस f प्लस एंड g id गोस टू डॉलर। डॉलर के लिए हम यहां पे रिवर्स करके डिजाइन करते हैं, दैट इज डॉलर। एरो इधर जा रहा है, यानी कि id का प्रेसिडेंस डॉलर से ग्रेटर, स्टार से ग्रेटर और प्लस से ग्रेटर। नाउ अब g प्लस की बात करें, तो g प्लस का प्रेसिडेंस सिर्फ डॉलर से ग्रेटर, बाकी किसी से नहीं होगा। g प्लस प्रेसिडेंस ओनली इज ग्रेटर देन डॉलर,
G plus is greater than डॉलर, तो यहाँ पे ये बना गया, that is this, ठीक है। G स्टार का प्रेसिडेंस अगर आप देखें यहाँ पर एक जगह आपको ग्रेटर साइन दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है F प्लस से और F डॉलर से, G स्टार का F प्लस से, that is this, ये साइन आपने बनाया, ठीक है, and G डॉलर F डॉलर से, that is this, इससे प्रेसिडेंस ग्रेटर होगा सारा, ठीक है। इसके अलावा डॉलर देखें तो डॉलर का प्रेसिडेंस सबसे लेस होगा जो ऑलरेडी हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो that is all the relations edges between the all operators, ये ग्राफ आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया। Now after this graph, अब इस ग्राफ में आपको क्या फाइंड करना है, मैंने इस ग्राफ में आपको फाइंड क्या करना है, so in this graph we just find out, अब हमने यहाँ पे रिलेशन किस टाइप से डिजाइन किया था, हर रिलेशन हमने बोला था f का प्रेसिडेंस ग्रेटर है, ठीक है, the precedence of f is greater than g, तो हमने ये एरो यूज किया, एंड अगर g का प्रेसिडेंस लेस है, ठीक है, इससे दैट g is f is less than g, in that case आप करेंगे, ठीक है, दोनों साइड हम s is सेम नेम लिख लेते हैं, so that is f is less than g, तो g से f की एज आएगी, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया ना। अब हम यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर ऑर्डर के थ्रू हमने ग्राफ डिजाइन किया, इसमें हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है, नाउ फाइंड लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है, longest path find करना है, and ensure that it does not contain cycle, यहाँ पे कोई साइकिल नहीं होनी चाहिए, ensure that it does not contain cycle। तो कैसे फाइंड करना है, किसी भी एक नोड को आपने उठाया FID को, FID से डायरेक्टेड ग्राफ पे आपको FID से उस एज के थ्रू आप कहाँ तक एंड तक जा सकते हैं, ठीक है, तो आपको लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे FID से स्टार्ट करता हूँ, तो FID से हम कहाँ जा सकते हैं, देखिए लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है, तो FID से G स्टार पे गया, तो आप मान लीजिए पहले G स्टार पे गया, तो देखिए आपको यहाँ पे इतना तो क्लियर कि IDs का प्रेसिडेंस स्टार से ग्रेटर होगा। अब आपने यहाँ स्टार लिखा है, ये स्टार ऑब्वियसली बाकी सबसे क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो G स्टार से आप नेक्स्ट पे जाएंगे F प्लस पे अकॉर्डिंग टू ग्राफ पे, FID से G स्टार से कहाँ गया, F प्लस पे, आप G प्लस पे गए तो आप आगे ग्रो कर सकते हैं, बट G डॉलर पे गए तो वहीं एंड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको कहाँ जाना चाहिए, G प्लस पे, ये डायरेक्टेड एज को यूज करते हुए हम आगे ग्रो कर रहे हैं उसका, आईडी से G स्टार पे एक एज थी, हम गए G स्टार से F प्लस पे एज थी, हम गए फिर F प्लस से हमने G प्लस पे एज के हो गए। नाउ G प्लस का प्रेसिडेंस सिर्फ किससे ग्रेटर हो सकता है, ऑब्वियसली G प्लस यानी जो प्लस बाद में आ रहा है स्ट्रिंग में, ऑब्वियसली उसका प्रेसिडेंस किससे ग्रेटर होगा, ओनली F डॉलर से, तो G प्लस का प्रेसिडेंस किससे होगा, F डॉलर से। देखिए इतना पॉइंट तो क्लियर है, आपको अल्टरनेट मिलेंगे, एक जो ऑपरेटर मिलेगा वो F फंक्शन के लिए मिलेगा और एक G के लिए मिलेगा, ठीक है, तो अगर आपने F से स्टार्ट किया ID स्टार फिर स्टार G का मिला फिर प्लस F के लिए फिर G का प्लस एंड देन F डॉलर, तो ये एक पाथ मिला आपको FID से F डॉलर तक, ठीक है। हां सेकंड हम यहां पे अगर GID से स्टार्ट करते हैं ग्राफ को, GID2 हमने यहाँ पे F स्टार J स्टार फिर F स्टार से आप कहां पे जा सकते हैं, दैट इज G स्टार, अभी F स्टार से G स्टार जा सकते हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली F स्टार का प्रेसिडेंस G स्टार से क्या है लेस, तो G से F पे एज हो गया, F टू G पे, F टू G पे एज, अब जैसे G स्टार पे पहुंचे ये वाला पाथ पूरा यूज कर सकते हैं आप, जो ऊपर आपने ड्रॉ किया G स्टार से आप F प्लस पे जा सकते हैं, ठीक है, फिर G प्लस पे अकॉर्डिंग टू ग्राफ की डिजाइन करते हैं, दैट इज F डॉलर, ये बात आप यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो हमें लॉन्गेस्ट पाथ फाइंड करनी है, तो दो लॉन्गेस्ट पाथ आपको ये मिलेंगे, यानी कि FID से स्टार्ट करते हैं एक पाथ ये मिलता है आपको और GID से एक पाथ ये मिलता है, ठीक है। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस पाथ आपको क्या करना है, फंक्शन टेबल डिजाइन करना है। सो व्हाट इज द फंक्शन टेबल, फंक्शन टेबल कैसे बनेगी आपकी, देखिए नाउ सेकंड वन इज फंक्शन टेबल, फंक्शन टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, सो इन केस ऑफ फंक्शन टेबल हम यहां पर क्या बोलेंगे, तो फंक्शन है आपकी, जो डिजाइन की फंक्शन की रो, तो भी फंक्शन से आपके वो आपको कहां पे डिजाइन करना है, रो में F एंड G टू फंक्शन, तो दोनों यहां पे लिखो। नाउ जितने भी ऑपरेटर्स हैं आपके राइट ऑल इन दैट, देखिए यहां पे लिख दिया FID फर्स्ट ऑपरेटर हमने दिया ID फिर स्टार फिर प्लस लिख दिया फिर डॉलर लिख दिया, G लिखा, ठीक है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट, सो हमें पाथ कैलकुलेट करना है ID से, देखिए FID का पाथ है, बोल रहे ID से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मैक्सिमम कितना ग्रो कर सकते हैं, FID से अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप लॉन्गेस्ट पाथ क्या बना सकते हैं FID से, देखिए FID से लॉन्गेस्ट पाथ आपने लिखा G स्टार F प्लस G प्लस F डॉलर, कितनी एज यूज हुई पाथ में, एज काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो FID से लॉन्गेस्ट पाथ क्या मिल रहा है आपका 4 लेंथ, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, जस्ट लाइक राइट द इंटीजर वैल्यू 4। नाउ FID से 4 पाथ मिल रहा है आपका, F स्टार से लॉन्गेस्ट पाथ क्या मिलेगा, देखिए इसी बात में आपको F स्टार पे दिख जाएगा इन दो में से, यहां पे दिख रहा है आपको F स्टार, यानी अगर आप F स्टार से स्टार्ट करेंगे तो F स्टार से आप लार्जेस्ट कहां तक जा सकते हैं, डॉलर तक, तो ये कितना 1 2 3 4, ठीक है, F स्टार से भी आप कितना पाथ मैक्सिमम कवर कर सकते हैं 4 लेंथ का पाथ बना सकते हैं F स्टार से, यहां पे 4। नाउ F प्लस, तो F प्लस आपको यहां पे दिख रहा है, यहां से भी देख सकते हैं दोनों केस पे F प्लस, तो F प्लस से मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं आप F डॉलर तक, यानी कि 2 लेंथ का पाथ होगा आपका, इससे ग्रेटर पाथ आप F प्लस से नहीं जा सकते, सो प्लस की प्लेस पे आपने लिख दिया, दैट इज दिस। F डॉलर से नहीं जा सकते क्या, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल, डॉलर से किसी का भी प्रेसिडेंस डॉलर का किसी से भी ग्रेटर नहीं होगा, तो यहां 0 लिख दिया। नाउ व्हाट इज GID, इन दैट केस GID का प्रेसिडेंस अगर आप देखें तो GID का लॉन्गेस्ट पाथ क्या है 1 2 3 4 एंड 5 एजेस यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, तो GID का लॉन्गेस्ट पाथ हम क्या लिखेंगे, दैट इज ये 5 मैंने 5 लिख दिया यहां पर। नाउ फिर G स्टार का लॉन्गेस्ट पाथ कभी यहां सर्च किया, G स्टार यहां से मिल रहा है आपको 1 2 3, इधर देखेंगे वही रहेगा 1 2 3, तो G स्टार का पाथ क्या है, दैट इज 3, यहां से लिख दिया। नाउ व्हाट इज G प्लस, देखिए G प्लस यहां लिखा है, दैट इज G प्लस FID डॉलर एंड दैट, ठीक है। अब देखिए हमने लॉन्गेस्ट पाथ पहले लिख दिया तो हमें सारे के पाथ यहां से मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको एक एक को मूव करके सर्च करना पड़ेगा, FID से लॉन्गेस्ट पाथ तक जा सकते हैं वो सर्च किया आपने, फिर तो आप जस्ट फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन एंड उसके आंसर आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो G प्लस के लिए एक्जेक्टली एक ही लेंथ का पाथ रहेगा, तो वैल्यू 1 एंड अगेन G डॉलर से कोई आउटगोइंग एज नहीं आती, तो दैट इज C, ये बना लिया आपका फंक्शन टेबल। फंक्शन टेबल अब आपको फाइंड करना है कि FID या मैंने लिखा दैट इज F स्टार, ठीक है, दैट F स्टार और G स्टार में से इसका प्रेसिडेंस जाना है। F स्टार G स्टार मतलब कि आपने ये वाले स्टार को इधर वाले स्टार से कंपेयर किया, सो अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस टेबल हमने क्या बोला, स्टार स्टार में इस पर्टिकुलर स्टार यानी कि ये जो साइन है ये यूज कर रहे हैं ब्रैकेट वाला, यानी आपके टेबल में ये साइन है, सो F स्टार की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F स्टार से, दैट इज 4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G स्टार से, दैट इज 3, तो इंटीजर वैल्यू 4 इज ग्रेटर देन 3, यानी कि F स्टार का प्रेसिडेंस G स्टार से ग्रेटर होगा, दैट फॉलो दिस प्रेसिडेंस, यानी एक्जेक्टली जो रिलेशन टेबल का आपके प्रेसिडेंस थे उसके अकॉर्डिंग यहां पे जनरेट होगा, दैट इज ओनली, ठीक है। तो F
स्टार जो है हायर प्रेसिडेंस होगा एज कंपेयर टू जी स्टार। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू देखेंगे आप, जैसे आपको बोला यहाँ पे 2 इधर बने तो f प्लस इज ग्रेटर देन g प्लस, चेक कर सकते हैं आप f प्लस इज ग्रेटर देन g प्लस, तो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रेसिडेंस फाइंड कर पाएंगे वहां। नाउ अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, फंक्शन टेबल में आपकी प्रॉब्लम क्या रहेगी। एडवांटेज तो आपका ये हो गया कि आपकी साइज रिड्यूस हो चुकी है, यानी कि अब आपकी जो स्पेस लगेगी वो कितनी लगेगी, पहले आपने क्वाड्रेटिक स्पेस लगी, नाउ द स्पेस रिक्वायर्ड इज n ऑपरेटर से आपके पास और दो फंक्शन, ठीक है। तो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, स्पेस कितनी लग रही है आपकी, सो दैट इज n इनटू 2, ठीक है, 2 फंक्शन इनटू n, यानी कि लीनियर फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट कर दिया इसको। अदरवाइज रिलेशन टेबल में आपकी स्पेस कितनी थी n स्क्वायर, so that is the advantage कि आपने कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दिया, and obviously that less number of comparison is also required, यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम लगेगी। अगर आपके पास स्पेस कम है तो obviously टाइम भी आपका क्या रहेगा, लेस रहेगा, एक्जीक्यूशन पास हो। बट इसमें अगर आप देखें द ड्रॉबैक इज दैट कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रेसिडेंस भी एक्सेस कर रहे हैं जो फंक्शन टेबल में रिलेशन टेबल में एक्सेस नहीं कर रहा था। जैसे यहाँ आईडी और आईडी को रिलेशन नहीं किया, दैट इज नॉट इन रिलेशन बिटवीन आईडी एंड आईडी, ठीक है। बट इन दैट केस अगर देखें हम इन टेबल ऑफ टेस्ट जो हमने डिजाइन किए फंक्शन टेबल, इसमें अगर आप देखें तो एफ आईडी और जी आईडी को अगर आप कंपेयर करें तो एफ आईडी की वैल्यू कितनी है 4 और जी आईडी की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि ये बता रहा है कि जी आईडी का प्रेसिडेंस एफ आईडी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। लेकिन दैट इज नॉट वैलिड, आईडी और आईडी में कोई प्रेसिडेंस ही नहीं, यानी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। सो ये ट्रू नहीं, तो कुछ ऐसी एंट्री भी प्रोवाइड करेगा फंक्शन टेबल जिसके प्रेसिडेंस की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं, ठीक है। आईडी आईडी डज नॉट हैव एनी प्रेसिडेंस, बट इन फंक्शन टेबल इट शो द प्रेसिडेंस बिटवीन दिस टू, दैट्स व्हाई दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शन टेबल। ये स्लाइड डिसएडवांटेज होगा कि कुछ ऑपरेटर्स जिसके प्रेसिडेंस एक्सेस ही नहीं कर रहा है उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज इन केस ऑफ अगर मान लीजिए ऑब्वियसली इसमें आपको स्ट्रिंग पास करनी है तो वो इजीली आपका रन होगा कि प्रेसिडेंस देख के आप एक्जीक्यूट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे प्रेसिडेंस भी देखेंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जहां पे ऑपरेटर दो दी थी आप उसमें कैसे एक्जीक्यूट करें, सो जो रिक्वायर्ड नहीं है वो भी आपको यहां पे क्या हो रहा है, शो हो रहा है। सो दैट्स व्हाई हम यहां पे बोलते हैं कि फंक्शन टेबल में आपका एडवांटेज क्या होगा कि स्पेस कम लगेगी, डिसएडवांटेज की एक्स्ट्रा एंट्री आपको यहां पे मिलेगी। क्लियर, थैंक यू। एम्बिगुएट रूल फॉर ऑपरेटर ग्रामर। देखिए डिसएम्बिगुएट रूल क्या होता है आपका, यूजिंग डिसएम्बिगुएट रूल वी कैन कन्वर्ट सम एम्बिगुअस ऑपरेटर ग्रामर टू अनएम्बिगुअस बाय यूजिंग टू टेक्निक। फर्स्ट वन इज एसोसिएटिविटी एंड सेकंड वन इज प्रेसिडेंस। देखिए डिसएम्बिगुएट रूल का मतलब ये है आपका कि आप कोई अगर आपके पास एक ग्रामर दैट इज एम्बिगुअस ग्रामर एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डिसएम्बिगुअस, यानी कि एम्बिगुइटी को आप रिमूव करना चाहते हैं ऑपरेटर ग्रामर से, इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि वी यूज डिसएम्बिगुइटी रूल, ठीक है। तो हम सारी क्या दैट इज एन एल्गोरिथम, क्या कोई एल्गोरिथम है जो एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट कर देगा, तो हम क्या बोलते हैं एम्बिगुअस ग्रामर जो प्रॉब्लम होती है आपकी कंटेक्स्ट ग्रामर की दैट इज अनडिसाइडेबल, ठीक है। वहां पे कोई एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट फॉर सम ग्रामर जो ऑपरेटर ग्रामर होती है यू कैन चेंज द डिसएम्बिगुअस ग्रामर को यू कैन कन्वर्ट इनटू अनएम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की तरह लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ग्रामर दिया आपको दैट इज e टेंड्स टू e प्लस e, ठीक है, एंड e से आपने लिखा दैट इज e स्टार e एंड e टू आपने लिखा दैट इज id, तो दैट केस हम क्या बोलेंगे दैट इज e प्लस e स्टार e एंड id जो आपकी ग्रामर है। फिर मान लीजिए मुझे एक स्ट्रिंग जनरेट करना है लाइक id प्लस id प्लस id, देखिए अकॉर्डिंग टू रूल या तो आपका प्लस पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए या फिर ये वाला प्लस पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। हम बाय डिफॉल्ट अगर सिंपल सा प्रेसिडेंस रूल फॉलो करें, ठीक है, बॉडमास रूल फॉलो करते हैं, हम बोलते हैं प्लस 2 प्लस अगर आपकी सेम स्ट्रिंग में तो प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव एंड दैट केस आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट वाला प्लस सॉल्व करना है फिर राइट वाला प्लस सॉल्व करना है, ठीक है। दैट इज द रूल। बट अब यहां पर अगर आप कंस्ट्रक्ट करें फॉर दिस, इफ यू कंस्ट्रक्ट द स्ट्रिंग पास जनरेट करते हैं आप e प्लस e लिखा मैंने, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने अगेन यहां पे लिखा दैट इज id एंड हियर आई राइट दैट e प्लस e अगेन एंड फ्रॉम बोथ e जस्ट राइट id, so that is the equation, ठीक है। एक पास आपकी ये बन गई एंड द सेकंड पास इज पॉसिबल दैट इज e प्लस e again e plus e and that is id and id, so देखिए मोर देन वन पास इज कंस्ट्रक्ट मींस द ग्रामर इज एम्बिगुअस, ग्रामर क्या है आपकी एम्बिगुअस है। अब यहां पर अगर आप देखें तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस एम्बिगुअस ग्रामर, तो देखिए एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी ऑर्डर में किसी भी नंबर को ऐड करें रिजल्ट सेम आएगा। बट यहां पे अगर आप देखिए अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट रूल बॉडमास रूल क्या बोलता है आपका कि इट मस्ट जनरेट आइदर दिस, यानी कि अगर आप पर्टिकुलर ग्रामर से भी सॉल्व करते हैं या तो ये वाला एक्सप्रेशन बने कि पहले ये प्लस सॉल्व फिर ये प्लस हो, ठीक है। तो अगर इस टाइप से अगर आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं या तो ये रिजल्ट जनरेट करें, ठीक है, या फिर हम क्या बोल रहे हैं कि id फर्स्ट id दैट id प्लस id पहले ये वाला पेयर सॉल्व करें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अगर ये ग्रामर आप ये जो स्ट्रिंग आप लिखिए दैट इज जनरेटेड फ्रॉम दिस ग्रामर एंड दिस स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय दिस ग्रामर, ठीक है। id प्लस id यानी पहले आपने लेफ्ट के दो राइट मोस्ट दो id को ऐड किया और उसके रिजल्ट में लेफ्ट मोस्ट id को ऐड किया, यहां पे पहले लेफ्ट मोस्ट id को ऐड किया और फिर ये किया, तो हम देखिए दैट इज द राइट वे, ये करेक्ट वे का। अगर अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल पहले फर्स्ट ये प्लस ऐड होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर दो पास जनरेट हो रही, तो हाउ टू कंपाइलर डिसाइड कि कौन सा उसे कंस्ट्रक्ट करना है, तो दैट इज एम्बिगुअस, ठीक है। ये एम्बिगुइटी है यहां पर, इस टाइप की एम्बिगुइटी अगर ग्रामर में आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज नॉट एनी फिक्स पास ट्री, यानी उस फिक्स पास ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि वी यूज द एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी हमें यहां पर यूज करना रहेगा। तो यहां पे प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं कि रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन कंपाइलर हाउ टू डिसाइड कि इस पास ट्री के थ्रू कंस्ट्रक्ट करना है यहां पे। तो मान लीजिए आप प्लस की जगह स्टार लिख देते हैं, इफ यू राइट द इक्वेशन लाइक दिस स्टार id प्लस id, ठीक है, आप लिखा id स्टार id प्लस id, तो राइट लाइक दिस। तो इस केस में क्या होगा आपका दैट इज दिस, मान लीजिए मैंने लिखा दैट इज e प्लस e, ठीक है, एंड e स्टार e, तो आपने ये लिखा तो पहले आपका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा और फिर एडिशन, ठीक है। यहां पे आपने id लिखा दैट इज दिस id एंड हियर इज आल्सो id, id स्टार id और इसमें आपने ऐड कर दिया दैट इज दिस id, तो इस केस में आप क्या यूज कर रहे हैं दैट इज दिस ब्रैकेट एंड फिर रिजल्ट ऐड करते हैं, तो करेक्ट है पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। बट अगर हम पास्ट टाइप से कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट इज e स्टार e, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपने यहां पे क्या किया दैट इज e प्लस e, ठीक है। इक्वेशन में बनेगी आपकी दैट इज id स्टार id प्लस id, तो id प्लस id पहले एग्जीक्यूट हो रहा है फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो बोथ जनरेट डिफरेंट रिजल्ट। इफ यू टेक द वैल्यू 2 into 3 plus 4, तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्री 2 3 4 अगर आप रख रहे हैं यहां पे 2 into 3 6 plus 4 10 आंसर आएगा आपका। अकॉर्डिंग टू दिस ट्री यहां पे क्या आएगा आपका 2 plus 3 plus 4 7, 2 3 4 रखना है, 3 plus 4 7 into 2 that is 14, तो यहां से आंसर आएगा आपका 14, so both are different answer। यहां से 14 जनरेट हो रहा है, यहां से 10 जनरेट हो रहा है, तो both are different answer, so that's why आप बोलेंगे कि it is not a correct way, the answer should be unique। तो यहां पे एम्बिगुइटी आ रही है, तो रिमूव द एम्बिगुइटी इस टाइप ऑफ ग्रामर को अगर हम किसी लेवल तक रिमूव कर सकते हैं तो हमें दो पॉइंट याद रखना है, दैट फर्स्ट वन इज एसोसिएटिविटी एंड द सेकंड वन इज प्रेसिडेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी आपको डिफाइन करना है, इसका मतलब है टू डिफाइन एसोसिएटिविटी डिफाइन द रिकर्शन, ठीक है, रिकर्शन डिफाइन करना पड़ेगा। यानी कि अगर हमने यहां पे एक एक्सप्रेशन लिखा लाइक दिस id प्लस id प्लस id, ठीक है, इस टाइप से अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा, दो प्लस है आपके पास, ग्रामर यूज कर रहा है दैट इज e प्लस e एंड e2 is मान लीजिए स्टार e लिखा आपने e से id, तो आपने प्लस की इक्वेशन लिखी, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को सॉल्व करने के दो वे हैं आपके, दैट आइदर आप पहले id प्लस id ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करें और इसमें फिर id ऐड कर दें, या फिर हम क्या बोल रहे हैं कि आप पहले id तो id जो है आपके लास्ट वाली उनको ऐड करें और फिर फर्स्ट वाली में उसका सम ऐड कर दें। सो अगर इफ यू यूज दिस पैटर्न, आप फर्स्ट वाला पैटर्न यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लेफ्ट एसोसिएटिव, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। तो
एसोसिएटिविटी आपकी दो टाइप्स हो सकती है ऑपरेटर के बेस में। अगर दो प्लस है तो पहले लेफ्ट मोस्ट प्लस को अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं आप तो इट इज कॉल्ड लेफ्ट एसोसिएटिव, और अगर पहले राइट वाले प्लस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके बाद लेफ्ट वाले को एग्जीक्यूट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड राइट एसोसिएटिव। उसको आप क्या बोलेंगे? राइट एसोसिएटिव। ठीक है, तो देयर आर टू वे दैट लेफ्ट एसोसिएटिव एंड राइट एसोसिएटिव। ठीक है, दो तरीके की एसोसिएटिविटी होती है आपकी। फर्स्ट वन इज लेफ्ट एसोसिएटिव एंड सेकंड वन इज राइट एसोसिएटिव। क्लियर? सो व्हिच वन इज द बेटर? कौन सा करेक्ट है? तो ऑब्वियसली आपका यहां पर हम क्या बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट पॉसिबल आपको करेक्ट रिजल्ट चाहिए। मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि दिस इज द करेक्ट प्लस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस और मल्टीप्लिकेशन दो है तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। हम अभी सिर्फ एसोसिएटिविटी की बात कर रहे हैं, तो अगर सेम ऑपरेटर मोर देन वन टाइम्स आ रहा है, ठीक है, तो आइदर यूज लेफ्ट एसोसिएटिव और राइट एसोसिएटिव। नाउ एसोसिएटिविटी को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं रिकर्शन। ठीक है, मान लीजिए आपने एसोसिएटिविटी डिफाइन करना है, ठीक है, इसके लिए बोल रहे हैं कि ये करेक्ट है आपका, ये पास बननी चाहिए आपकी, दैट इज e टेंड्स टू e प्लस e। ठीक है, यानी जितनी भी बार आपका प्लस आता है जस्ट ओपन द राइट मोस्ट e। ठीक है, यानी 2 टाइम्स प्लस आया 3 टाइम्स आया तो यहां पे राइट मोस्ट e को क्या करते जाए? ओपन करें। लेफ्ट वाले सॉरी लेफ्ट मोस्ट e को आप क्या करते जाए? ओपन करते जाए। राइट वाले को ओपन नहीं करना, बिकॉज़ यूज लेफ्ट एसोसिएटिव। तो लेफ्ट एसोसिएटिव के अकॉर्डिंग देखिए आपका एग्जीक्यूशन होगा दैट इज दिस id प्लस id। ठीक है, एंड दैट इज id। तो id प्लस id तो आपका लेफ्ट मोस्ट पहले सॉल्व हो रहा है और उसके बाद आपका राइट वाला id उसमें ऐड हो रहा है। क्लियर? सो दैट इज लेफ्ट एसोसिएटिव। इस तरीके से आपको एग्जीक्यूशन करना है। करेक्ट है? सो आप ऑब्वियसली ये दो फॉर्मेट आ रहे हैं, चाहते हैं एग्जैक्टली एक आए तो कहीं ना आपको ग्रामर में कन्वर्जन करना पड़ेगा। ठीक है, यू वांट टू कन्वर्ट द ग्रामर, तो देखिए पहला रूल हमने पहले एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला कि जस्ट ओपन दिस e। ठीक है, यानी लेफ्ट मोस्ट में आपको एम्बिग्यूटी रूल के अकॉर्डिंग आपको ग्रामर पे क्या करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। यू ओनली यूज वन डायरेक्शन इन द पास ट्री, जस्ट अप्लाई द रेस्ट्रिक्शन दैट यूज ओनली वन डायरेक्शन इन द पास ट्री। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इज दैट हम क्या बोलेंगे कि अप्लाई रेस्ट्रिक्शन ये वाला यूज नहीं करना है आपको। ठीक है, फॉर दिस केस इसके लिए हो सकता है राइट एसोसिएटिविटी आपको किसी पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए यूज करनी पड़े, बट जो ऑपरेटर आपका लेफ्ट एसोसिएटिव होता है बताया कि एडिशन इज लेफ्ट एसोसिएटिव, तो उसके लिए आपको क्या करना है? लेफ्ट एसोसिएटिव पास कंसिडर करनी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? अप्लाई रेस्ट्रिक्शन इन पास ट्री, डायरेक्शन इन पास ट्री। ठीक है, एंड यूज ओनली वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करना है और एक ही डायरेक्शन आपको क्या करना है? यूज करना है। तो अप्लाई रेस्ट्रिक्शन ऑन द पास ट्री एंड यूज ओनली वन डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप करेंगे। सो आपने बोला कि ये दैट इज द करेक्ट वे, इसको आपने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, लेफ्ट एसोसिएटिव इज द करेक्ट, ओनली वन सब ट्री बननी चाहिए आपकी। सो इट इज एन एम्बिगुअस, अगर एक ट्री बन रही है तो वो क्या कहलाएगी आपकी? दैट इज एन एम्बिगुअस। अब हाउ टू डिसाइड? हम यहां पर हमें एसोसिएटिविटी गिवन रहेगी कि आपकी ग्रामर अगर मान लीजिए आपने बोलते प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव तो आपको फिर लेफ्ट एसोसिएटिविटी में करना है। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं कि ऑपरेटर राइट एसोसिएटिव है तो फिर आपको राइट वाला पार्ट प्रूव करना है। ठीक है, तो अगर आप यहां पे लेफ्ट एसोसिएटिविटी ग्रामर बनाना चाहते हैं तो उस केस में आपको रिकर्शन अप्लाई करना है, यानी आप चाहे लेफ्ट या राइट एसोसिएटिव कोई भी एसोसिएटिविटी अगर आपको चाहिए तो ग्रामर में आपको एसोसिएटिविटी किसकी हेल्प से जनरेट कर सकते हैं आप? विद द हेल्प ऑफ रिकर्शन। ठीक है, सो अगर आपकी ग्रामर हम क्या बोलेंगे? इफ ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव, अगर ग्रामर में आपका लेफ्ट रिकर्शन है, इफ ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव सो ऑपरेटर इज लेफ्ट एसोसिएटिव। ठीक है, अगर आपकी ग्रामर लेफ्ट रिकर्सिव है तो ऑपरेटर क्या होगा आपका? लेफ्ट एसोसिएटिव। अब देखिए लेफ्ट रिकर्शन का मतलब क्या होता है आपका? कि वेरिएबल वेरिएबल को कॉल कर रहा है, दैट इज लेफ्ट रिकर्शन। ठीक है, एक वेरिएबल को कॉल कर रहा है और उसके बाद आपने कोई ऑपरेटर लिखा है एंड फर्दर कोई नया वेरिएबल लिखा है आपने, तो दिस टाइप ऑफ इन दिस केस हम क्या बोलेंगे? प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव। प्लस क्या है आपका? लेफ्ट एसोसिएटिव, दैट इज लेफ्ट एसोसिएटिव। ठीक है, तो प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव। नाउ अब हम यहां पे बोल रहे हैं कि प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव। ठीक है, बिकॉज़ देयर इज अ लेफ्ट रिकर्शन। इफ ग्रामर इज लेफ्ट रिकर्सिव सो ऑपरेटर इज लेफ्ट एसोसिएटिव। ठीक है, अगर आपकी ग्रामर राइट रिकर्सिव है तो ऑपरेटर क्या होगा आपका? राइट एसोसिएटिव। ठीक है, बट इन दिस ग्रामर ये जो ग्रामर गिवन थी आपकी, देखिए प्लस के पहले भी आपका क्या है? प्लस है, दैट इज लेफ्ट रिकर्सिव, और बाद में प्लस आ रहा है, दैट इज राइट रिकर्सिव। ठीक है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं यहां पर कि आपका ग्रामर में लेफ्ट रिकर्शन है तो लेफ्ट रिकर्शन ऐसे डिफाइन करते हैं हम। राइट रिकर्शन क्या होता है आपका? व्हाट इज राइट रिकर्शन? तो राइट रिकर्शन को डिफाइन कैसे करते हैं हम? तो राइट रिकर्शन की डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं? दैट इज a टेंड्स टू, मान लीजिए आपने लिखा b प्लस a, तो इट इज राइट रिकर्शन। तो इन केस आप क्या बोलेंगे? प्लस इज राइट एसोसिएटिव। प्लस क्या है आपका? राइट एसोसिएटिव है। ठीक है, तो प्लस इज राइट एसोसिएटिव। ठीक है, तो टू डिफाइन एसोसिएटिविटी डिफाइन रिकर्शन, आपको एसोसिएटिविटी डिफाइन करना है तो जस्ट डिफाइन रिकर्शन, यानी आप चाहते हैं कि लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर तो लेफ्ट रिकर्शन ग्रामर में डिजाइन करें, अगर आप चाहते हैं कि राइट एसोसिएटिव तो राइट रिकर्शन ग्रामर में डिजाइन करें। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर, आप किस टाइप का ऑपरेटर ले रहे हो और आपको क्या एसोसिएटिविटी वहां पर डिफाइन करना है। ठीक है, लेकिन इन दैट केस आप बोलेंगे कि यहां पर हम एसोसिएटिविटी अगर डिफाइन करते हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव होना चाहिए आपका। प्लस लीजिए मैंने एक ही ऑपरेटर के लिए डिजाइन किया, दैट इज प्लस, प्लस आपका क्या लेफ्ट एसोसिएटिव, तो उस केस में कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखिए यहां पर अगर मैंने लिखा था ग्रामर इज लाइक आपकी जो ग्रामर थी दैट इज e टेंड्स टू e प्लस e। ठीक है, इस पर्टिकुलर में क्या बोलते हैं? दोनों इक्वेशन आ रहे हैं तो जस्ट यूज अ न्यू वेरिएबल। ठीक है, e टेंड्स टू, जस्ट आप क्या बोलेंगे? दैट इज e टेंड्स टू e प्लस e। क्लियर? यानी e से आपने एक नया वेरिएबल ले लिया, दैट इज लेफ्ट रिकर्शन बनाना है तो e से e को कॉल करना है आपको, दैट इज e टू e प्लस, प्लस के बाद आपने क्या लिखा? दैट इज वेरिएबल t, तो e टेंड्स टू e प्लस t, तो इन दैट केस क्या होगा आपका? e टेंड्स टू e प्लस t आप जैसे लिखेंगे तो आप जब भी ग्रो करेंगे e को, e का जब भी प्रोडक्शन आप ग्रामर में कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, तो आप लिखेंगे e टेंड्स टू e प्लस t। ठीक है, फिर इस e से कॉल करेंगे दैट इज e प्लस t, तो जितने भी प्लस आएंगे स्ट्रिंग में दैट इज ऑल e प्लस t। ठीक है, अगेन आप ग्रो करेंगे तो एक ऑप्शन है आपके पास दैट इज e प्लस t, दैट इज ओनली। सो आपका सिर्फ लेफ्ट वाला वेरिएबल क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज लेफ्ट रिकर्शन, एंड लेफ्ट रिकर्शन मींस इट इज लेफ्ट एसोसिएटिव। आपने इस ग्रामर के प्रोडक्शन को ये कर दिया, अब आपको टर्मिनेट करना है तो ऑब्वियसली टर्मिनेशन के लिए आगे फर्दर आप मान लीजिए आपका एग्जैक्टली एक ही ऑपरेटर है ओनली प्लस, तो इन दैट केस आप लिख देंगे e से आपने t प्लस t लिखा। ठीक है, और e से t कॉल कर सकते हैं एंड t को टर्मिनेट कर सकते हैं id से, तो e को e से t कॉल किया एंड id से टर्मिनेट किया, यहां पे डायरेक्ट id लिख दिया, t से आपने डायरेक्ट id एंड दैट इज id। तो एक्जेक्टली एक ही पास ट्री बनेगी आपकी, दैट फॉर id प्लस id प्लस id। ये मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग की आपने id प्लस id प्लस id, ठीक है, प्लस id प्लस 4 id यहां पर, तो इसकी ट्री बनेगी। सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये ब्रैकेट सॉल्व होगा एंड फिर राइट मोस्ट प्लस आपका एग्जीक्यूट होगा। सो दैट इज द वे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? एम्बिग्यूटी को रिमूव करेंगे यूजिंग ओनली एसोसिएटिव। अगर आपका सिंगल ऑपरेटर, अभी हमने सिंगल ऑपरेटर के लिए देखा, ठीक है, तो e प्लस t, अब डेफिनेटली प्लस और t आपने यूज किया। अगर मान लीजिए आपका t और स्टार दोनों में, ठीक है, एक ऑपरेटर है आपने एसोसिएटिविटी डिफाइन कर दी, e प्लस t के लिए फिक्स कर दिया। ठीक है, मान लीजिए आप स्टार की भी बात कर रहे हैं तो स्टार के लिए भी स्टार इज आल्सो लेफ्ट एसोसिएटिव, यानी सिर्फ स्टार होंगे अगर स्ट्रिंग में प्लस की जगह स्टार होंगे तो सारे स्टार के लिए भी हम क्या बोलेंगे? पहले लेफ्ट मोस्ट स्टार सॉल्व, फिर सेकंड लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट, तो प्लस की जगह स्टार कर देंगे, सेम एक्सप्रेशन बन जाएगा। बट अगर आपका प्लस और स्टार दोनों मिक्स है, ठीक है, यानी कि आपकी ग्रामर के अंदर आपका एसोसिएटिविटी तो दिख रही है आपको कि प्लस लेफ्ट है राइट है, उसके बाद अब आपको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? उसका प्रेसिडेंस। अगर आपको एक से ज्यादा ऑपरेटर ग्रामर में लेने हैं दैट डिफाइन प्रेसिडेंस। तो इफ वी हैव अ डिफरेंट ऑपरेटर प्रेसिडेंस ऑपरेटर देन हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर को हम क्या करेंगे? ठीक है, टू डिफाइन द प्रेसिडेंस डिफाइन द लेवल ऑफ ऑपरेटर इन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रेसिडेंस डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है? लेवल ऑफ ऑपरेटर डिफाइन करना है इन प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि इफ वी हैव अ डिफरेंट प्रेसिडेंस ऑपरेटर, अगर आपके पास अलग-अलग प्रेसिडेंस ऑपरेटर दिख रहे हैं आपको ग्रामर में, तो आपको क्या करना है? जिसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 4 ऑपरेटर है और एक सबसे हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट एंड सबसे लोएस्ट है, तो जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर होगा आपका, ठीक है, इट शुड बी एट द लोएस्ट लेवल ऑफ इन द पास ट्री। ठीक है, पास ट्री के लोएस्ट लेवल पे होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्शन में सबसे लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, एट द लोएस्ट लेवल ऑफ पास ट्री, यानी कि वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो वो एग्जीक्यूट कब होगा? जब वो
पास वीक है, पास वीक के लास्ट लेवल पे आपने उसको डिफाइन किया, दैट मींस वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज दी हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हमें प्रोडक्शन में उसको क्या करना है, बाद में लिखना है। देखिए अगर आप यहाँ पे बोलते हैं इफ द ग्रामर इज लाइक ई टेंड्स टू, हमने बोला अगर ई प्लस ई है आपकी, ठीक है, अगर आप एम्बिगुअस ग्रामर लिखते हैं टेंड्स टू ई प्लस ई ए स्टार ई एंड ई से आपका लिखा दैट इज आईडी, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, डेफिनेटली एम्बिगुइटी आएगी, आप पहले प्लस भी एग्जीक्यूट हो सकता है, पहले स्टार भी एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि सारे प्रोडक्शन ई के हैं, ठीक है, सारे प्रोडक्शन ई के हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे ये बाद में लिखा और ये पहले लिखा, बिकॉज़ ग्रामर इज लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ क्या लिखा है आपने, दैट इज ई, यानी कि आप पहले ई स्टार ई भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ई प्लस ई भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो दोनों में से कोई भी प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका दोनों में से कोई भी हायर प्रायोरिटी गेन कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द पास जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले आप एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप क्या करें, इसमें डिफाइन करें रिकर्शन, प्लस और स्टार दोनों क्या है आपके लेफ्ट एसोसिएटिव, तो लेफ्ट रिकर्शन आना चाहिए, प्लस लेफ्ट रिकर्शन के साथ आपको क्या करना है कि ये जो स्टार वाला प्रोडक्शन है ये आपके ग्रामर के लास्ट प्रोडक्शन में होना चाहिए, यानी कि प्लस के बाद वाले प्रोडक्शन में होना चाहिए, ठीक है। पहले जो स्टार्टिंग वेरिएबल का ग्रामर का जो प्रोडक्शन होगा उस पे प्लस ऑपरेटर होगा, फिर सेकंड इसके थ्रू जो नया वेरिएबल आप कॉल करेंगे उसमें आप स्टार प्रोडक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे लाइक क्या लिखेंगे आप, दैट इज ई टेंड्स टू ई प्लस टी, अब देखिए लेफ्ट रिकर्सिव बनाना है आपको, तो इस ई को एक नए वेरिएबल टी से रिप्लेस कर दिया। अब हमें पता है कि आपका जो स्ट्रिंग है जो ग्रामर है, ठीक है, अगर ई प्लस और स्टार दोनों स्ट्रिंग आ रहा है, लाइक आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी इस टाइप से आया, ठीक है। सो इन दैट केस आपको क्या करना है, आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी मान लीजिए ये स्ट्रिंग आपकी जनरेट हुई, तो पहले आपका स्टार एग्जीक्यूट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, स्टार इज आल्सो लेफ्ट एसोसिएटिव, अगर मान लो एक से ज्यादा स्टार है तो आपको क्या लेफ्ट मोस्ट स्टार, तो टी से आप क्या करें स्टार वाला प्रोडक्शन कॉल करें टी इनटू टी स्टार एफ ई लिखेंगे, ठीक है, ए स्टार एफ नया वेरिएबल ले लिया, बिकॉज़ इन दैट केस आप क्या करेंगे, अभी टी से टी कॉल हो रहा है, लेफ्ट रिकर्शन टी से ई कॉल हो रहा है, लेफ्ट रिकर्शन यानी प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव, स्टार इज आल्सो लेफ्ट एसोसिएटिव, तो दोनों ऑपरेटर आपके क्या है लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। तो दैट इज द लेफ्ट रिकर्शन यानी दोनों ऑपरेटर आपका क्या हो रहा है लेफ्ट एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिविटी को डिफाइन कर दिया आपने। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन जो आपका प्रेसिडेंस होगा, इन दैट केस हम क्या बोल रहे हैं ई से ई प्लस टी, अब ई से ई प्लस टी और इस टी की प्लेस पे आप टी स्टार एफ लिखेंगे, ठीक है, यानी कि आप अगर इसके लिए देखें तो आप लिखेंगे ई से ई प्लस टी एंड टी से आपने क्या लिखा दैट इज टी स्टार एफ, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या करेंगे ई प्लस टी एंड टी स्टार एफ में अगर हम देखते हैं, सो दैट टी स्टार एफ जो टी स्टार एफ आपका है, ठीक है, ये पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, अब डेफिनेटली प्लस के बाद स्टार लेना फिक्स हो गया आपका, दैट इज दिस। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जो दो प्रोडक्शन है ये आपके प्लस और स्टार की कॉम्बिनेशन की ट्री लेंगे, लेकिन हमें सिर्फ प्लस में ग्रो करना है, ठीक है, यहाँ में सिर्फ स्टार भी ग्रो करना है, यानी ये डायरेक्टली ये प्रोडक्शन भी एट द एंड टर्मिनेट हो जाना चाहिए और ये भी टर्मिनेट हो जाना चाहिए, तो ई से आप डायरेक्ट टी कॉल करते हैं तो सिर्फ स्टार वाली स्ट्रिंग जनरेट करेंगे, या ई से आप पहला प्रोडक्शन यूज करते हैं तो सिर्फ स्टार वाली, फिर टी से आपने ये लिखा तो टी से डायरेक्ट एफ कॉल कर दिया आपने, इफ यू वांट टू जनरेट ओनली सिंगल टर्मिनल एफ आईडी तो एफ से आपने क्या लिखते हैं यहाँ पे आईडी, तो देखिए अब आपका जो प्रोडक्शन बनेगा इसमें अगर आप प्लस और स्टार दोनों का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, ठीक है। अब इन दैट केस आप क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए हम चेक करते हैं, वो 10 लिखा है यहाँ पे कोई ट्री डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज ई टेंड्स टू ई प्लस टी, ठीक है। सो फिर इस टी की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, पहले टी स्टार एफ, इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट दिस लाइक दिस, आपका एक्सप्रेशन ये इसके लिए ट्री बना रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज ई सॉरी टी स्टार एफ, देखिए एक बार आप स्टार पे ग्रो करेंगे, ठीक है। सो इन दैट केस यू कैन नॉट मूव टू प्लस, डेफिनेटली स्टार आया तो इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं इस टी से आप फिर से कोई प्लस वाला ऑपरेटर नहीं ले सकते, बिकॉज़ अगर आप प्लस कॉल कर देंगे तो पहले प्लस एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट आपकी स्ट्रिंग में अगर स्टार है तो इट मस्ट बी एग्जीक्यूट फर्स्ट, पहले टी स्टार एग्जीक्यूट होगा आपका, ठीक है। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर इस ई से फिर से आपने लिखा दैट इज ई प्लस टी, दैट इज पॉसिबल, दो प्लस है आपके पास, लेकिन इन दैट केस अगर आप यहाँ पे लिखते हैं दैट इज ई से ई प्लस टी एंड टी स्टार एफ, ठीक है। सो इन दैट केस आपका पहले हम इस पर्टिकुलर ट्री डिजाइन करते हैं, ठीक है, ये जो हमारी स्ट्रिंग बन रही है दैट इज आईडी प्लस आईडी, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट फॉर दिस, सो हमने यहाँ पे लिखा दैट इज ई से डायरेक्टली आप आईडी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दैट केस आप क्या लिखेंगे, दैट इज आईडी, तो ये आईडी ये आल्सो आईडी एंड हियर इज आल्सो आईडी, सो आईडी स्टार आईडी एंड इधर क्या लिखा आपने आईडी प्लस, सो इन दैट केस आपकी जो स्ट्रिंग बन रही है दैट इज एक्जेक्टली दिस, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा एंड फिर एडिशन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप स्ट्रिंग के साइड जनरेट कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल प्लस है, मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, जैसे मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग की लाइक दिस आईडी प्लस आईडी स्टार आईडी, सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें पता है कि दो प्लस है तो पहले लेफ्ट मोस्ट प्लस होगा, और उससे पहले आप क्या बोल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन है तो इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो ये रिजल्ट आपका सॉल्व होना चाहिए, दैट इज दिस, तो क्या करेंगे ई टेंड्स टू ई प्लस टी, जैसे आपने प्लस लिखा ई प्लस टी, ठीक है, दैट इज दिस, फिर इस ई को आप प्लस के लिए सिर्फ इसी ई को ग्रो कर सकते हैं, दैट इज ई प्लस टी, ठीक है, दैट इज दिस, फिर टी के लिए आप क्या बोलेंगे, दैट इज टी स्टार एफ, टी से आप निकाल के टी स्टार एफ, तो देखिए आपका यहाँ से जो आईडी आएगा दैट इज आईडी, फिर ये दैट इज आल्सो आईडी, ये टी से एफ, यानी हम इनडायरेक्टली पास से डायरेक्ट आएंगे टी से टी से एफ एंड एफ से आईडी, ठीक है, यहाँ पे एफ से आईडी या टी से एफ एफ टू आईडी एंड दैट इज आईडी ओनली, तो देखिए ये दोनों प्लस डेफिनेटली यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन होंगे, उसके बाद आपका ये प्लस और ये प्लस बचेगा, उसमें से पहले ये प्लस होना चाहिए, तो देखिए लेवल पे आप देखिए तो ये दोनों का एडिशन होने वाला है, दैट इज दिस टू आईडी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर जो रिजल्ट आएगा उनका एडिशन होगा, तो रिजल्ट इज करेक्ट, दैट एक्जेक्टली वन पास बनेगी, क्या एक से ज्यादा पास कंसीडर कर सकते हैं आप इसके लिए, तो डेफिनेटली नॉट, क्योंकि आप प्लस से प्लस को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, आप प्लस के थ्रू आप लेफ्ट डायरेक्शन में प्लस जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर जैसे आपने ई प्लस लिखा, तो दैट केस हम क्या बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आपका एक ही डायरेक्शन है दैट फॉर द मोमेंट, ठीक है। आप अगर एक बार आप ई से टी पे चले गए और अगर आपने टी स्टार एफ लिख दिया तो इन दैट केस क्या होगा, आप फिर प्लस को ग्रो नहीं कर सकते, यानी कि पहले प्लस अगर आपकी स्ट्रिंग में है तो पहले प्लस वाला लेना पड़ेगा आपको, उसके बाद स्टार, मान लीजिए आपने स्ट्रिंग इस टाइप से लिखी आईडी स्टार आईडी प्लस आईडी, दैट इज लाइक दिस, सो इन दैट केस कैसे लिखेंगे आप, ई टेंड्स टू ई प्लस टी, देखिए प्लस लिखना कंपलसरी है आपको, क्योंकि ई प्लस टी अगर नहीं लिखेंगे तो प्लस जनरेट नहीं करेंगे, इफ यू कॉल ई टू टी डायरेक्टली दैट यू कैन नॉट जनरेट प्लस, सो पहले ई प्लस टी लिखा आपने, फिर आपको स्टार जनरेट करना है, सो ई से आपने टी कॉल कर दिया एंड टी से आपने लिख दिया टी स्टार एफ, लेकिन पहले एफ स्टार आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज दिस, इससे आप इनडायरेक्टली आईडी ले लेंगे एफ एंड आईडी, फिर यहाँ से आईडी दैट इज दिस, ठीक है, ई से आपने इसको कॉल कर दिया टी से एफ एफ से आईडी, देखिए आईडी स्टार आईडी पहले एग्जीक्यूट होगा आपका एंड उसके बाद आपका क्या एग्जीक्यूट हो रहा है प्लस, पहले आपका मल्टीप्लिकेशन एंड देन एग्जीक्यूट हो रहा है प्लस, दैट इज द वे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए आपका मल्टीप्लिकेशन किसी भी ऑर्डर में लिखा हो, कोई भी स्ट्रिंग आप जो यहाँ से जनरेट कर पा रहे हैं प्लस और मल्टीप्लिकेशन की, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा फिर एडिशन, तो दैट इज द रूल क्या आपका पहले लेफ्ट रिकर्शन बनाना है, यानी एसोसिएटिविटी मेंटेन करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस जो हाईएस्ट प्रेसिडेंट ऑपरेटर है, ठीक है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर का आपको जो लेवल है वो पास के एंड में रखना है, यानी उसका प्रोडक्शन ग्रामर में बाद में आना चाहिए और प्लस वाले का पहले आना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज दिस, पहले का मतलब क्या हुआ आपका कि ई प्लस ई टी, यानी स्टार्टिंग वेरिएबल से डायरेक्ट प्लस आया, अब स्टार क्रिएट करना है तो स्टार्टिंग से एक लेवल नीचे जाएंगे, पहले ई से टी और फिर टी से आप टी स्टार करेंगे, या फिर इस टी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, सो यू जस्ट डिफाइन द एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंस, आफ्टर दैट यू कैन कन्वर्ट सच टाइप ऑफ एम्बिगुअस ग्रामर टू अनएम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है, इस तरीके से आप उस एम्बिगुअस ग्रामर को अनएम्बिगुअस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका कोई राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर है, ठीक है, मान लीजिए आपका कोई राइट एसोसिएटिव लाइक पावर, ठीक है, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने बोला दैट पावर ऑपरेटर जो है आपका दैट इज राइट एसोसिएटिव, तो पावर अगर आपका राइट एसोसिएटिव है, सो इस केस में कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे आप, तो देखिए राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर के केस में आपको क्या करना है, राइट रिकर्शन डिजाइन करना है, मान लीजिए सिर्फ पावर है आपके एक्सप्रेशन में, आपने लिखा दैट इज ए पावर बी पावर सी, ठीक है, एंड इस टाइप का एक्सप्रेशन आपको तो पहले का एग्जीक्यूट करेंगे आप बी पावर सी, ठीक है, क्योंकि पावर जो होता है दैट इज राइट एसोसिएटिव, ठीक है, पावर इज राइट एसोसिएटिव, यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन है उसमें पहले आपका राइट मोस्ट पावर सॉल्व होगा, ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट मोस्ट, जैसे बी पावर सी, तो पहले ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होना चाहिए आपका, इसके
इसके लिए अगर हम इक्वेशन ब्रैकेट वाइज बनाएं तो दैट इज दिस e पावर c पहले एग्जीक्यूट होगा, जो रिजल्ट आ रहा है उसको e की पावर में असाइन करके आपको रिजल्ट जनरेट करना है, ठीक है। सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हैं, रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। सो हाउ टू जनरेट अ प्रोडक्शन रूल फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रामर, ठीक है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का ग्रामर अगर आप बनाएंगे तो ग्रामर में प्रोडक्शन रूल क्या होंगे, तो राइट एसोसिएटिव है तो हमें क्या बनाना है, राइट रिकर्शन, दिस डिजाइन राइट रिकर्शन, ठीक है। तो राइट रिकर्शन अगर आप डिजाइन करेंगे तो कैसे बनेगा आपका, देखिए मान लीजिए मैंने लिखा e टेंड्स टू, अब ऑब्वियसली आपको पावर लेना है तो दैट इज, तो यहां वेरिएबल लिया आपने t पावर f, ठीक है, t पावर e, तो राइट रिकर्शन तो यहां e है तो यहां पे भी e होना चाहिए, एंड इससे आपने डायरेक्ट जनरेट कर दिया लाइक t, एंड t से आपने जनरेट कर दिया it, ये तो देखिए इस पर्टिकुलर तीन प्रोडक्शन जो आपके इस ग्रामर के, इसका अगर आप यूज करते हैं सो दैट इज लिखेंगे e से e t पावर f, एंड f से आप जनरेट करेंगे दैट t पावर e, सॉरी e से e कॉल किया आपने, दैट इज राइट रिकर्सिव, क्योंकि राइट में ग्रो कर सकते हैं आप। अगेन इससे आप क्या लिखेंगे t पावर e, बिकॉज़ आपका ये t तो टर्मिनेट होगा id से, ये t भी टर्मिनेट होगा id से, फिर e से आप डायरेक्टली t कॉल करके इसको भी टर्मिनेट करते हैं। लेकिन पहले आपका ये वाला लेवल सॉल्व होगा, दैट इज id, यहां पे आ गया id, सो दिस id पावर id, एंड फिर ये वाला राइट मोस्ट पहले ये ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है, आपने इसको a b c से डिफाइन कर दिया, तो a पावर b t पावर c पहले सॉल्व होगा, फिर जो भी रिजल्ट आ रहा है वो a की पावर में, मान लीजिए आपका यहां पे लिखा है 2 पावर 3 पावर 4, ठीक है, 3 पावर 2 अगेन लिखते हैं, तो पहले ये एक्सप्रेशन सॉल्व होना चाहिए, तो 3 कितना हुआ 9, फिर 2 9, यानी 5.2 ये आंसर आएगा आपका फाइनल। बट अगर आप 2 3 8 2 कर देते तो 64 ये आंसर आएगा। सो रिजल्ट इज वेरी, तो हमने अगर एसोसिएटिविटी आपको राइट दिए, राइट एसोसिएटिव है तो जस्ट डिजाइन राइट रिकर्शन, ठीक है। तो राइट रिकर्शन हमने डिजाइन किया यहां पर, और उसके अकॉर्डिंग आपने इस तरीके से डिफाइन कर दिया एसोसिएटिविटी, ठीक है। अब मान लीजिए प्लस स्टार एंड पावर तीनों आपकी एक ही ग्रामर में, ठीक है, प्लस भी है स्टार भी है पावर में, तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट टाइप ऑफ ग्रामर, उस ग्रामर को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो प्लस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, प्लस एंड स्टार लेफ्ट एसोसिएटिव एंड पावर इज राइट एसोसिएटिव, ठीक है। एक एग्जांपल हमने बोला प्लस स्टार एंड पावर, तीन ऑपरेटर है आपके, प्लस एंड स्टार इज लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है, दैट इज लेफ्ट एसोसिएटिव, एंड पावर इज राइट एसोसिएटिव, पावर क्या है आपका, दैट इज राइट एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिविटी आपने मेंटेन कर ली, यानी कि पावर के लिए आपको राइट रिकर्शन लेना है, फॉर दिस यू यूज राइट रिकर्शन, ठीक है, इसके लिए आप राइट रिकर्शन यूज करेंगे, एंड फॉर दिस यू यूज लेफ्ट रिकर्शन, इसके लिए लेफ्ट रिकर्शन यूज करेंगे। तो आपको रिकर्शन डिफाइन हो गया, क्लियर हो गया कि रिकर्शन आपको किस तरीके से लेना है, ठीक है। लेफ्ट एसोसिएटिव राइट एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग आप रिकर्शन लेंगे, इसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन बना देंगे। अब इनके प्रोडक्शन का लेवल क्या होगा, पहले कौन सा प्रोडक्शन आएगा, बाद में कौन सा, सो फॉर दैट वी यूज प्रेसिडेंस, उसके लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, प्रेसिडेंस आपको दैट डेफिनेटली हम ये स्टैंडर्ड ऑपरेटर्स ले रहे हैं जिसका अकॉर्डिंग टू व्हाट हमें प्रेसिडेंस पता है। अगर आपको कोई एक एग्जांपल दिया है, क्वेश्चन आता है आपको, उसमें आपको ऑपरेटर्स दिए हैं, उनका प्रेसिडेंस मेंशन कर रखा है और एसोसिएटिविटी मेंशन कर रखी है, तो यू कैन कंस्ट्रक्ट द ग्रामर अकॉर्डिंग टू दैट। अभी हम क्या बोल रहे हैं, प्लस और स्टार का प्रेसिडेंस लेस होगा पावर से, तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस पावर का, फिर स्टार का एंड देन प्लस का, यानी कि सबसे पहले जो आपका लोएस्ट वाला होगा, ठीक है, दैट इज द लोएस्ट प्रेसिडेंस एंड इट इज हाईएस्ट। तो जो लोएस्ट वाला है आपका, उस पर्टिकुलर के लिए आपको पहले रूल लिखना है ग्रामर का, प्रोडक्शन रूल। तो हमने लिख दिया लाइक e टेंड्स टू e प्लस t, ठीक है। अब देखिए हम जब भी लेफ्ट रिकर्शन बना रहे हैं तो लेफ्ट रिकर्शन में प्लस t लिखा, तो t जो है वो क्या करेगा, आपका हायर प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को कॉल करेगा, ठीक है। वो जो लेफ्ट में e लिखा है वो उसी ऑपरेटर को, जो आपका प्लस है, उसको रिपीटेडली ग्रो कर सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। या फिर आप चाहते हैं कि विदाउट प्लस डायरेक्ट किसी हायर ऑपरेटर पे जाए तो e से t डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, तो e के दो प्रोडक्शन हो गए। नाउ सेम t के लिए आप क्या लिखेंगे, दैट इज t स्टार f, तो अगेन स्टार भी क्या है आपका लेफ्ट एसोसिएटिव है, दोनों लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो इन दोनों के लिए लेफ्ट रिकर्शन बना दिया आपने, e से e t से t, f डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। अब हमें पता है कि f के थ्रू हम क्या बोल रहे हैं कि आप कोई नया वेरिएबल लेंगे और जिससे आप जनरेट करेंगे पावर। अब इस केस में आपको रिकर्शन कौन सा बनाना है, राइट रिकर्शन, यानी कि यहां पावर लिखा आपने और इधर f लिख दिया, तो दैट इज राइट रिकर्शन। इसमें कोई भी नया वेरिएबल लिख दिया लाइक g, एंड g से आपने g को कॉल किया, g से फाइनली आप क्या बोल रहे हैं कि आप टर्मिनेट कर देंगे किसी भी id को, तो दैट इज द वे, इस तरीके से बनाएंगे आप। हम इसमें एक एग्जांपल रन करके देखते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपकी एक स्ट्रिंग है लाइक दिस id प्लस id, ठीक है, एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन id पावर id, लाइक इस फॉर्मेट में। तो देखिए पावर की हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी, दैट इज e, तो आपने डिजाइन किया e प्लस t, ठीक है, फिर t से आपने लिखा दैट इज t स्टार f। एक बार आप e से t पे चले गए, नाउ यू कैन नॉट कॉल प्लस ऑपरेटर, ठीक है। दैट्स व्हाई क्या बोलेंगे कि प्लस के पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। नाउ f से जैसे आपने g पावर f कॉल किया, ठीक है, दैट इज g पावर f, तो अगेन जैसे आप पावर वाले ऑपरेटर के प्रोडक्शन पे गए, नाउ यू कैन नॉट कॉल एनी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ऑपरेटर, दैट्स व्हाई इट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। हम f से आपने g कॉल करा, g से id, दैट इज id, फिर यहां से id, ठीक है, इनडायरेक्टली यानी हम g से क्या जाएंगे f पे, f से id पे जाएंगे, दैट इज दिस वे, e से f, f से g, सॉरी g से id डायरेक्ट आएगा आपका, दैट इज एंड g टू id, हम e से t, t से f, f टू g एंड g टू id, ठीक है। सबसे पहले ये लेवल सॉल्व होगा आपका, दैट इज id पावर id, तो रिजल्ट आया उसका मल्टीप्लिकेशन इस id में होगा एंड फाइनली एडिशन होगा, दैट इज द वे, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे। मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग में एक और पावर id लिख दिया आपने, दैट इज दिस, पहले कौन सा पावर सॉल्व होना चाहिए आपका, दैट पावर, ठीक है, id पावर id, क्या चेंज करेंगे आप पास में, तो दैट केस हम क्या बोलेंगे कि अगर आपने इस टाइप से लिखा जस्ट f से आपने लिखा दैट इज g पावर f, ठीक है। f आपका क्या है, जनरेट कर रहा है इस प्रोडक्शन को, लास्ट में लाइन राइट रिकर्शन, तो अगेन यहां पे क्या लिखेंगे आप g पावर f, ठीक है। आपके बाकी सारे ऑपरेटर लेफ्ट में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। अगर प्लस चाहिए तो इस e को फिर से ओपन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो इस t को फिर से ओपन करेंगे, बट पावर के लिए हम राइट वाले को ओपन कर रहे हैं बिकॉज़ इट इज राइट एसोसिएटिव, ठीक है। फिर f से आपने g कॉल किया एंड दैट पुट id, दैट इज पुट id, दैट पुट id, तो पहले ये पावर सॉल्व होगा आपका, फिर सेकंड पावर, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड देन एडिशन, ये दैट इज दिस राइट मोस्ट, फिर सेकंड है, फिर लेफ्ट एसोसिएटिव में एक ही मल्टीप्लिकेशन है तो पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन, फिर एक ही प्लस है तो ये वाला प्लस, एंड इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज द वे टू डिजाइन अ एम्बिगुअस ग्रामर फ्रॉम एम्बिगुअस ग्रामर, ठीक है। या आपको एक एक्सप्रेशन इस टाइप से दिया होता है, यानी कि ये कन्वर्जन हो सकता है किसी एम्बिगुअस ग्रामर का, लाइक आप अगर यहां पर e प्लस e, ठीक है, e से आपने e प्लस e लिख दिया, सेकंड प्रोडक्शन आपने e का लिख दिया, दैट इज e स्टार e, फिर आपने लिख दिया e पावर e, दिस, ठीक है, फिर आपने लास्ट में लिख दिया टेंड्स टू id, तो इट इज आल्सो जनरेट, दिस इज पास्ट, ये पास्ट से भी जनरेट हो जाएगी, बट इसके अलावा भी नंबर ऑफ पास्ट आप यहां से क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो हाउ टू डिसाइड व्हिच वन इज द करेक्ट एंड व्हिच वन इज नॉट, दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं ग्रामर मस्ट बी एम्बिगुअस, सो इन दैट केस इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उस ग्रामर को, गॉट इट। तो अगर मान लीजिए आपको यहां पर कोई रैंडम ग्रामर लिखी और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एसोसिएटिविटी बिहाइंड दैट, तो ये कैसे चेक करेंगे। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया है x टेंड्स टू x प्लस y एंड y टेंड्स टू दैट इज z प्लस y, दैट इज स्टार y, ठीक है, एंड आपने y लिख दिया, मान लीजिए दैट इज स्टार y एंड y माइनस z, ठीक है, y माइनस p कर दीजिए आप यहां पे, माइनस y माइनस p एंड इट इज कॉल्ड टू p, p is tends to id. Now just question is that what is the associativity of plus
स्टार एंड माइनस. व्हाट इज द associativity? देखिए प्लस के लिए आप क्या बोलेंगे? ओनली associativity, जस्ट चेक द रिकर्शन. तो x से x कॉल हो रहा है, दैट इज प्लस, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज लेफ्ट रिकर्सिव, दैट इज लेफ्ट एसोसिएटिव. लेफ्ट एसोसिएटिव. मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड हियर एंड इन दैट केस y बाद में लिखा आपने, y से y कॉल हो रहा है, इन लास्ट दैट y इज कॉल्ड राइट एसोसिएटिव. एंड फॉर सब्सट्रैक्शन y is create left recursion, that's why it is again left associative. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? लेफ्ट एसोसिएटिव. ये इस तरीके से आप associativity डिफाइन करेंगे. नाउ व्हाट इज द प्रेसिडेंस ऑफ स्टार एंड प्लस एंड माइनस? क्या प्रेसिडेंस होगा? तो देखिए आप यहाँ पर देखिए तो प्लस फर्स्ट लेवल का है, लोएस्ट हुआ, स्टार और माइनस जो है सेम वेरिएबल की प्रोडक्शन बन रही है, सो इट आर दी इन इक्वल प्रेसिडेंस. लाइक दैट कि आप अगर कोई ट्री बनाते हैं दैट x से x plus y, then now we call from y से आप लिख रहा है z star y. ठीक है, या फिर आप यहाँ पे लिख रहा है y minus p. ठीक है, तो देखिए आपका पहले क्या सॉल्व होगा? दैट इज माइनस और फिर क्या हुआ? स्टार. एंड यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस x plus y. ठीक है, फिर y से आपने यहाँ पे लिख दिया y minus p एंड फिर इस y से आप लिख रहा है z star p. ये देखिए आपकी अगेन दैट ग्रामर इज एम्बिगुअस. देखिए प्लस स्टार माइनस, फिर प्लस स्टार माइनस, द एक्सप्रेशन इज सेम, प्लस स्टार माइनस. ठीक है, यहाँ पे पहले माइनस एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे पहले स्टार एग्जीक्यूट हो रहा है, बट दिस थिंग इज सेम. पहले प्लस फिर सेकंड स्टार ऑपरेटर फिर माइनस, इनडायरेक्टली आप आईडी तक पहुंच जाएंगे. सो द ग्रामर इज नॉट अनएम्बिगुअस, इट इज एम्बिगुअस ग्रामर. तो इस तरीके से आप एम्बिगुइटी वहां पर फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, आप एम्बिगुअस ग्रामर है या नहीं, तो दो पार्ट्स से बन रही है, सो नॉट एम्बिगुअस. ठीक है, दो पार्ट्स से बन रही है, दैट इज एम्बिगुअस. एंड एसोसिएटिविटी आप डायरेक्टली रिकर्शन के थ्रू आप फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड रिकर्शन, ठीक है, एज वेल एज एम्बिगुइटी. एम्बिगुइटी फाइंड कर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो फाइंड द प्रेसिडेंस. ठीक है, अब देखिए प्रेसिडेंस अगर आपका ग्रामर अनएम्बिगुअस है तो प्रेसिडेंस एक्जेक्टली एक ही होगा हर एक ऑपरेटर का. ठीक है, बट अगर मान लीजिए ग्रामर एम्बिगुअस है तो उस केस में आप इस तरीके से रिजल्ट जनरेट हो सकते हैं कि माइनस पहले सॉल्व हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व हो सकता है, बट एनी हाउ प्लस आपका सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, तो इसी लेवल पे आपकी एम्बिगुइटी आ रही है, प्लस लेवल पे एम्बिगुइटी नहीं. ठीक है, थैंक यू. Ambiguity rule for operator grammar. First question is consider the following parts tree for the expression this involving two binary operators dollar and hash. ठीक है, binary operator है आपके पास and question is that कि इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डॉलर इज हायर प्रेसिडेंस एंड लेफ्ट एसोसिएटिव, hash is right associative and so on. इस टाइप से आपको ऑप्शंस दिए हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें जो स्ट्रिंग आपकी है hash p डॉलर c डॉलर d hash e hash m. ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो दो ऑपरेटर है आपके पास hash एंड डॉलर. अगर हम पार्सली में देखें तो सबसे पहले क्या इवैल्यूएट हो रहा है आपका? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्सली को हम लेफ्ट टू राइट बॉटम टू अप स्कैन करते हैं. सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे a hash और this, यानी इस hash को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको ये पूरी ट्री का रिजल्ट जनरेट करना पड़ेगा. फिर इस hash को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका लेफ्ट और राइट पार्ट इवैल्यूएट करना पड़ेगा. ठीक है, इस डॉलर के लिए ये राइट पार्ट इवैल्यूएट करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना है p डॉलर c. ठीक है, यानी कि यहाँ पे hash और डॉलर में सबसे पहले आपने डॉलर को एग्जीक्यूट, और कौन सा डॉलर एग्जीक्यूट हो रहा है? लेफ्ट मोस्ट वाला डॉलर आपने एग्जीक्यूट किया. ठीक है, तो इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है आप उसको अगेन डॉलर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं विद d, यानी उसके बाद आपने ये वाला डॉलर एग्जीक्यूट. सो डॉलर का हायर प्रेसिडेंस हो गया और फर्स्ट लेफ्ट एंड फिर राइट वाला डॉलर एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी हायर प्रेसिडेंस एंड लेफ्ट एसोसिएटिव. तो डॉलर हैज हायर प्रेसिडेंस एंड लेफ्ट एसोसिएटिव यहाँ पे दिख रहा है. डॉलर हैज हायर प्रेसिडेंस एंड लेफ्ट एसोसिएटिव सी ऑप्शन में दिख रहा है आपको. ठीक है, यहाँ पे आपने बोला कि डॉलर इज राइट एसोसिएटिव, यहाँ बोला डॉलर इज लेफ्ट एसोसिएटिव, बट हैश हैज हायर प्रेसिडेंस, सो दैट इज फॉल्स. तो b एंड d जो होंगे आपके फॉल्स होंगे. ठीक है, लेकिन इन दैट केस हम यहाँ पे देखें तो आपका a और c क्या है? दैट इज करेक्ट. a and c इज a and c फर्स्ट डॉलर के करस्पॉन्डिंग सही. अब हैश के लिए ये बोल रहा है राइट और ये बोल रहा है लेफ्ट, चेक कर लेते हैं हैश का एसोसिएटिविटी क्या है. देखिए आप सबसे पहले ये जैसे आपने इवैल्यूएट किया ये पूरा पार्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे? सबसे पहले ये वाला हैश इवैल्यूएट करेंगे ef यानी कि लास्ट में इसको आपने एग्जीक्यूट किया फर्स्ट नंबर. ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसके रिजल्ट के थ्रू इसको इवैल्यूएट करा, यानी कि s जो डॉलर आपका रिजल्ट आ रहा है दैट इज दिस. ठीक है, एंड ef का जो रिजल्ट आ रहा है दिस, ये वाला हैश आप एग्जीक्यूट. सो डेफिनेटली आपने राइट मोस्ट हैश, फिर सेकंड राइट मोस्ट और लास्ट में आपने a वाला हैश, यानी कि इट इज राइट एसोसिएटिव एंड प्रेसिडेंस इसका डेफिनेटली डॉलर से कम है क्योंकि बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है. तो ये ऑप्शन इज 100% करेक्ट. दैट डॉलर इज हायर प्रेसिडेंस एंड इज लेफ्ट एसोसिएटिव एंड हैश इज राइट एसोसिएटिव. गॉट इट? सो ये ऑप्शन इज राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन द फॉलोइंग ग्रामर x इज इक्वल्स टू x डॉट x बार हैश. ठीक है, y z स्टार y z एंड z. ठीक है, हमें रिंग सम टाइप स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यानी आप इसको प्लस भी अज्यूम कर सकते हैं. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट इज ट्रू? फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो दैट प्लस इज अ लेफ्ट एसोसिएटिव व्हाइल स्टार इज राइट एसोसिएटिव. तो देखिए हम जनरली क्या बोलते हैं एसोसिएटिविटी के लिए? हम देखते हैं यहाँ पे किस टाइप का रिकर्शन एक्सेस कर रहा है. ठीक है, तो जनरली अगर जो भी ऑपरेटर आप ग्रामर में दिया है अगर वो आपका जिस भी प्रोडक्शन वेरिएबल से जनरेट हो रहा है x से x जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड लेफ्ट रिकर्शन. ठीक है, प्लस आपका कहां पे x के करस्पॉन्डिंग. ठीक है, x टेंड्स टू x प्लस y, तो प्लस क्या है आपका लेफ्ट रिकर्शन, बिकॉज़ यहां पे लेफ्ट रिकर्शन आ रहा है. तो अगर स्टेटमेंट में लेफ्ट रिकर्शन आ रहा है तो जो भी ऑपरेटर वहां यूज हो रहा है वो लेफ्ट एसोसिएटिव हो. फिर मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो y टेंड्स टू z स्टार y. देखिए ये आपका जो है दैट इज राइट रिकर्शन. मल्टीप्लिकेशन क्या होगा आपका? राइट एसोसिएटिव. दो ही ऑपरेटर दिए हैं तो प्लस इज लेफ्ट एसोसिएटिव एंड स्टार इज राइट एसोसिएटिव, सो a इज राइट आंसर. गॉट इट? ठीक है, तो प्लस आपका लेफ्ट एसोसिएटिव होगा बिकॉज़ लेफ्ट रिकर्शन आ देयर एंड स्टार इज राइट एसोसिएटिव बिकॉज़ राइट रिकर्शन आ देयर. गॉट इट? सो a इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. कंसीडर द ग्रामर defined by the following production rule with two operator star and plus. ठीक है, नाउ ग्रामर का पहला प्रोडक्शन क्या दिया है? s to t star p, t star u, u plus p, q i and so on. तो the following is true. अगेन वही पूछा है कि प्लस एंड स्टार की एसोसिएटिविटी क्या है. तो एसोसिएटिविटी के लिए हमें रिकर्शन फाइंड करना है. तो हम देखें स्टार एक यहाँ पे आ रहा है आपका और एक यहाँ पे आ रहा है. यहाँ तो किसी भी टाइप का रिकर्शन नहीं है आपका, ना लेफ्ट और ना राइट, क्योंकि s से हम प्रोडक्शन कॉल कर रहे हैं और राइट हैंड साइड में s नहीं दिख रहा है. ये प्रोडक्शन है t टेंड्स टू t स्टार u. तो हियर अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टार क्या है? इस टाइप का रिकर्शन है, t से p कॉल हो रहा है लेफ्ट रिकर्शन, तो स्टार क्या होगा आपका? लेफ्ट एसोसिएटिव. और यहाँ पे p के प्रोडक्शन में दिख रहा है p से p दैट इज राइट रिकर्शन, तो प्लस क्या होगा आपका? दैट इज राइट एसोसिएटिव. ठीक है, तो स्टार इज लेफ्ट एसोसिएटिव एंड प्लस इज राइट एसोसिएटिव. यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टार इज लेफ्ट एसोसिएटिव एंड प्लस इज राइट एसोसिएटिव. प्लस इज राइट एसोसिएटिव व्हाइल स्टार इज लेफ्ट एसोसिएटिव. Is it? Got it? Plus is right एसोसिएटिव एंड स्टार इज लेफ्ट एसोसिएटिव. The option is correct. Next question number 4. Consider two binary operators power and that is the joint denial like structure. ठीक है, with the precedence of that is being lower than that of power operator. So operator power is right associative and that operator is left associative. Which one of the following represent the parts tree of this expression? ठीक है, इस एक्सप्रेशन की पार्ट्स ट्री क्या बनेगी हमें ये डिजाइन करना है. तो दो ऑपरेटर है आपके. ठीक है, हमने बोला that is more powerful than this. ठीक है, तो ये आपका राइट एसोसिएटिव है और ये आपका क्या है? लेफ्ट एसोसिएटिव. तो सबसे पहले आपको इसको एग्जीक्यूट करना है. इन पूरी एक्सप्रेशन में ये सबसे पहले जो राइट मोस्ट पावर होगा उसको एग्जीक्यूट करेंगे. राइट डायरेक्शन से सर्च किया तो दैट इज दिस 4 पावर 3 पहले एग्जीक्यूट होगा आपका. दैट इज दिस. ठीक है, आपने यहां पे क्या बोला? दैट स्ट्रक्चर इज 4 पावर 3. ये एग्जीक्यूट कर दिया. नाउ आप
आफ्टर दैट इस पूरे रिजल्ट को आपको 3 की पावर में डिजाइन करना है, पावर d is in the left side, तो इसको लेफ्ट साइड लिखते हैं आपने, दिस ठीक है, दोनों को एग्जीक्यूट कर दिया, राइट मोस्ट है तो पहले इसको और फिर इसको, राइट एसोसिएटिव था आपका। अब दो आपके पास ऑपरेटर है दैट बोथ आर लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है, सो डेफिनेटली पहले आपको ये सॉल्व करना है, जो रिजल्ट आया है उसमें आप क्या करेंगे, दैट इज 7 विद दिस ऑपरेटर, दैट इज दिस, एंड इस पूरे रिजल्ट के साथ आपको 2 का रिजल्ट जनरेट करना है विद 2 विद दैट ऑपरेटर, सो दिस इज इट इज एक्जेक्टली लाइक बी जैसा स्ट्रक्चर बन गया आपका, ठीक है, बाकी इससे मैच नहीं कर रहा, सो बी इज द राइट आंसर, ऑलराइट, बी इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैंडल एंड वाइबल। हैंडल क्या होता है आपका, हैंडल ऑफ अ स्ट्रिंग इज अ सब स्ट्रिंग दैट मैच द राइट साइड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, आप कोई भी पर्टिकुलर ग्रामर से अगर आप एक स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं, ठीक है, दैट स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर और नॉट, उस स्ट्रिंग को रिड्यूस करने में आप जिस प्रोडक्शन का यूज करेंगे ग्रामर के, उस प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड ऑफ द पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। लाइक एग्जांपल से देखते हैं हम, यूज किया दैट इज e टेंड्स टू e प्लस e, e टेंड्स टू e स्टार e एंड e टू id, दैट इज द ग्रामर, ठीक है, ग्रामर गिवन है आपको तो चेक दैट id प्लस id स्टार id, दैट इज द स्ट्रिंग, ठीक है, तो हम यहां पर इस स्ट्रिंग को राइट मोस्ट डेरिवेशन से सॉल्व करते हैं, लाइक हमने यूज किया e टेंड्स टू e प्लस e, ठीक है, एंड e प्लस e, फिर इस e को आपने रिड्यूस किया, दैट इज e, लीजिए इस e की प्लेस पे आपने लिख दिया e स्टार e, आरएमडी से सॉल्व कर रहे हैं, इसी की बेस से आप सॉल्व कर सकते हैं, इमीडिएटली आपके जो यूज दैट इज दिस राइट मोस्ट डेरिवेशन यूज कर रहे हैं e स्टार e, ठीक है, तो आपने यहां पे लिखा दैट इज इस e को आपने किससे रिप्लेस किया, दैट इज फ्रॉम id, ठीक है, e एज इट इज दैट इज प्लस फिर e, फिर आपने यहां पे क्या किया, इस e को id से रिप्लेस किया, एंड फाइनली आपने इस e को id से id प्लस id स्टार id। तो जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं, ठीक है, चेक करना दैट स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय ग्रामर और नॉट, तो स्ट्रिंग को जनरेट करने के या चेक करने में आप जो स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन यूज करते हैं, ठीक है, उस स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन में आप जो प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं ऑफ दैट प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन के राइट हैंड पार्ट को आप क्या बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं। यहां पे हम क्या बोलेंगे, इन दिस ग्रामर टू प्रोड्यूस दिस स्ट्रिंग id प्लस id स्टार id, इस स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करने में हमने कौन-कौन से प्रोडक्शन यूज किए, तो राइट हैंड साइड का जो भी पार्ट है आपका दैट इज e टेंड्स टू e प्लस e भी यूज किया आपने, ठीक है, एंड e टेंड्स टू e स्टार e भी यूज किया आपने और e टू id भी यूज किया आपने, यानी तीनों प्रोडक्शन ग्रामर के यूज किए। सो दिस प्रोडक्शन इज यूज्ड, सो e प्लस e राइट पार्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन दैट इज दिस e प्लस e स्टार e एंड id, ठीक है, राइट पार्ट राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज यूज्ड इन दिस इज कॉल्ड इज द हैंडल ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि ये जो होंगे आपके क्या होंगे, हैंडल होंगे e प्लस e स्टार e एंड id इज हैंडल, ठीक है, दिस आर हैंडल्स फॉर दिस ग्रामर के लिए, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए आपके हैंडल होंगे e प्लस e स्टार e एंड id, द हैंडल, ठीक है, तो हैंडल का मतलब क्या हुआ आपका, राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन व्हिच इज यूज्ड टू जनरेट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सपोज मान लीजिए आपकी स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग अगर आपको दी है दैट इज id प्लस id, तो जितनी स्ट्रिंग है तो id प्लस id को जनरेट करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि हमने प्रोडक्शन यूज किया दैट इज e प्लस e, ठीक है, और e प्लस e दोनों को आपने क्या कर दिया, 1 बाय 1 id से रिप्लेस कर दिया, तो आपने e टेंड्स टू e प्लस e प्रोडक्शन यूज किया एंड सेकंड प्रोडक्शन आपने e टेंड्स टू id यूज किया, तो इन दोनों के राइट हैंड पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दिस आर द हैंडल। इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए दो हैंडल होंगे, आपसे एक ग्रामर दे दी, एक स्ट्रिंग दे दी, पूछा हाउ मेनी हैंडल्स, तो जस्ट जो प्रोडक्शन आपके उस स्ट्रिंग को जनरेट करने में यूज हो रहे हैं कि राइट हैंड पार्ट को आप क्या बोलेंगे, हैंडल बोलेंगे, दैट राइट हैंड पार्ट ऑफ दैट स्ट्रिंग और दैट प्रोडक्शन इज कॉल्ड हैंडल, गॉट इट, हम क्या बोलते हैं, हैंडल। हां, नेक्स्ट टर्म इज वाइबल प्रीफिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइबल प्रीफिक्स? वाइबल प्रीफिक्स इज अ प्रीफिक्स ऑफ राइट सेंटेंशियल फॉर्म दैट डज नॉट कंटेन पास्ट द राइट हैंड ऑफ राइट मोस्ट हैंडल ऑफ द सेंटेंशियल फॉर्म, ठीक है, अभी हमने जो यहां पर स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन यूज किए, ठीक है, एंड दैट केस अगर हम देखें ये जो आपके डेरिवेशंस थे वो दिस पर्टिकुलर था, ठीक है, तो आप आरएमडी से राइट मोस्ट डेरिवेशन से जब किसी स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं और जो स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन यूज करते हैं, दैट स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन दैट सेंटेंशियल दैट फॉर्म इज कॉल्ड राइट सेंटेंशियल फॉर्म, ठीक है, इसको हम बोलते हैं राइट सेंटेंशियल फॉर्म और राइट सेंटेंशियल फॉर्म। राइट सेंटेंशियल फॉर्म के थ्रू आप अगर कुछ स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, वाइबल प्रीफिक्स क्या होती है आपकी, वाइबल प्रीफिक्स इज अ प्रीफिक्स ऑफ राइट सेंटेंशियल फॉर्म दैट डज नॉट कंटिन्यू द पास्ट एंड नॉट कंटिन्यू पास्ट टू द राइट हैंड ऑफ द राइट मोस्ट हैंडल ऑफ द सेंटेंशियल फॉर्म, यानी कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को पास करेंगे, ठीक है, चेक करेंगे, उस केस में आप किसी हैंडल को, अगर आपके पास जैसे आप स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस करना स्टार्ट किया है, तो मान लीजिए आपको एक प्रॉपर हैंडल मिल गया है, उस हैंडल को आप क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, हैंडल मतलब मान लीजिए मैंने लिखा e टेंड्स टू e प्लस e, तो e प्लस e क्या है आपका एक हैंडल, जैसे आपने हैंडल मिला उसको आप रिड्यूस करेंगे, जिससे वो जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर राइट सेंटेंशियल फॉर्म में जो आपने फॉर्म जनरेट किया उस स्ट्रिंग को जनरेट करने में उसके जितने भी प्रीफिक्स होंगे, ठीक है, दैट ऑल आर कॉल्ड वाइबल प्रीफिक्स। बट रूल क्या है कि उस केस में आपको हैंडल को कंटिन्यू नहीं करना है, e प्लस e मान लो आपका e से रिड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको, e प्लस e के बाद भी हम कोई स्ट्रिंग क्या करते जा रहे हैं, पास करते जा रहे हैं, यानी कि एक्चुअली इट इज रन बाय अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की हेल्प से आप इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एक एग्जांपल समझते हैं इसको, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, दिस क्लियरली मींस दैट द वाइबल प्रीफिक्स हैज अ हैंडल एट इट्स राइट मोस्ट एंड एंड नॉट ऑल प्रीफिक्स ऑफ राइट सेंटेंशियल फॉर्म कैन अपीयर ऑन द स्टेप ऑफ शिफ्ट। जो राइट सेंटेंशियल फॉर्म की देखिए हमने बोला वाइबल प्रीफिक्स क्या होगा आपका, फर्स्ट यू फाइंड राइट सेंटेंशियल फॉर्म, अब या तो आप राइट सेंटेंशियल फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं और उसको स्टेट में पुश करके आप क्या कर सकते हैं, जो कंटेंट आपके स्टेट के टॉप पे आ रहा है उसके जितने प्रीफिक्स बन रहे हैं वो सारे आपके वाइबल प्रीफिक्स हैं, ठीक है, लेकिन राइट सेंटेंशियल फॉर्म के सारे प्रीफिक्स आपके स्टेट पे अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे दैट नॉट ऑल प्रीफिक्स ऑफ राइट सेंटेंशियल फॉर्म इज अ वाइबल प्रीफिक्स, तो आपके स्टेट के कंटेंट पे अवेलेबल होंगे, दैट ओनली इज द वाइबल प्रीफिक्स। तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक हमने एक ग्रामर ले लिया दैट इज e टेंड्स टू e प्लस t and e से आपने लिखा दैट इज e स्टार f and f से आपने लिखा दैट इज id। Now we want to generate the string id plus id star id, ठीक है, that is the string we want to construct the shift reduce parser for this string, यानी कि आपको स्टैक की हेल्प से इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। शिफ्ट रिड्यूस पार्सर यानी कि बॉटम अप पार्सर की आप बात करें तो क्या करते हैं, पहले जो भी इनपुट है उसको पुश करेंगे स्टैक में और उसके करस्पॉन्डिंग एप्रोप्रिएट हैंडल अगर आपको मिल गया तो उसको आप क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। जैसे id आपने पुश किया, मान लीजिए id के करस्पॉन्डिंग एक हैंडल है f, तो f से आपने क्या कर दिया, उस id को रिड्यूस कर दिया, ठीक है, तो दैट इज द वे, इस तरीके से हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर वर्क करेगा। गॉट इट? तो आपके पास ये इनपुट है, ठीक है, स्टैक का फॉर्मेट हम किस तरीके से लिखें, यहाँ पे स्टैक के टॉप पे डॉलर एज्यूम किया और जो भी कंटेंट है आपका स्टैक का वो यहाँ पे पुश करते जाएंगे, ठीक है, एंड हियर इनपुट स्ट्रिंग और इनपुट के एंड में क्या लिख दिया आपने, डॉलर लिख दिया, स्टैक के टॉप पे डॉलर और इनपुट के एंड में क्या है आपका, ठीक है, हम इसको ग्रो करना है, ठीक है, तो इनपुट को हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं, डॉलर
स्टैक का कंटेंट अभी सर्च क्या रहेगा डॉलर इनपुट पे आपने लिखा दैट इज आईडी प्लस आईडी डॉट आईडी, ठीक है, दैट इज द कंटेंट ऑफ इनपुट। नाउ अब वन बाय वन आप क्या करेंगे, इनपुट को स्टैक में पुश डॉलर आपने आईडी को पुश किया प्लस आईडी प्लस आईडी, ठीक है। कोई भी आपका एलिमेंट इनपुट जो आप पुश कर रहे हैं स्टैक पे, आपका क्वेश्चन आपको क्या करना है कि ये आपने क्या किया, जस्ट पुश का मतलब आपने इसको क्या किया, शिफ्ट ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट, ठीक है। अब जो भी कंटेंट आप स्टैक में शिफ्ट कर रहे हैं, करस्पॉन्डिंग आपको फाइंड करना है कि इज देयर इज एनी हैंडल दैट रिप्लेस दिस स्ट्रिंग। तो देखिए आईडी के लिए आपका हैंडल है दैट इज एफ टू आईडी, दैट आईडी इज हैंडल एंड दैट इज रिड्यूस बाय एफ। तो आपने क्या कर दिया, रिड्यूस इट, जस्ट रिड्यूस इट, तो दैट इज कॉल्ड शिफ्ट रिड्यूस। इस तरीके से आपको वर्क करना डॉलर एंड आईडी के प्लेस पे आपने क्या लिखा, दैट इज एफ, ठीक है। इधर का कंटेंट आपने प्लस आईडी स्टार आईडी। अब इस पॉइंट पे दो चॉइस है आपके पास, अगेन एफ को आप ई से रिड्यूस कर सकते हैं, टी को ई से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इस प्लस को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुश कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रिंग जनरेट किस तरीके से हो। अगर आपने प्लस को पुश कर दिया तो एफ प्लस से आपका कोई प्रोडक्शन आगे बन सकता है क्या, डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। यानी आपका जो प्रोडक्शन बनेगा डेफिनेटली आपको ये स्ट्रिंग से लिखा है कि ई प्लस ई को आप ई लिख सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को ई में कन्वर्ट करके इसे ई लिखें, तो फिर जो इसको भी ई में कन्वर्ट करें, एट द एंड आप ई लिखें इस पे, या टी पर कन्वर्ट करें इसको, और ई स्टार टी, ठीक है, या इसको आप बोल सकते हैं टी एंड टी स्टार एफ को कन्वर्ट करके इसमें आप ई में, तो इस तरीके से कन्वर्जन आपको करना है, ठीक है। तो इन दैट केस आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, जब भी आप स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें तो दो चॉइस हो सकती है, या तो आप इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, या तो इसको रिड्यूस कर दें, या फिर आप इसको क्या करें, शिफ्ट करें, इनपुट को शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो डिपेंड्स। तो देखिए अगर यहाँ पे हम देखें तो इस एफ को अगर आप टी में रिड्यूस करें, अरे स्ट्रिंग जनरेट होगी, अगर हम रिड्यूस करेंगे तभी एग्जैक्ट स्ट्रिंग जनरेट होगी। अगर हमने एफ प्लस लिख दिया तो एफ प्लस का प्रोडक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा हमने इसको क्या करा, रिड्यूस किया, दैट इज इन टी, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट पुट दैट टी, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा नेक्स्ट इनपुट आपका क्या बचेगा, दैट इज प्लस आईडी स्टार आईडी, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यू कैन पुश द इनपुट टी को या तो ई में रिप्लेस कर दें, आपने यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया, दैट इज टी को अगेन ई में इनपुट प्लस आईडी स्टार आईडी, कैन जनरेट दिस, ठीक है। तो अगेन आपको यहाँ पे जिस भी लेवल पे आपके पास दो चॉइस है कि या तो आप शिफ्ट कर सकते हैं या फिर रिड्यूस, आप दोनों में से कोई भी चॉइस यूज कर सकते हैं वहाँ पर, बट ठीक है, कोई भी चॉइस यहाँ पे जनरेट करेंगे, लेकिन आपको अगर पता है कि राइट में किससे आ रहा है, सारे यहाँ पे क्या बन रहा है डायरेक्शन, ये डायरेक्शन अपने आप में ग्रो करेगा, तो ये डायरेक्शन फिर इस लेवल पे दो चॉइस आपको या तो टी से ई को रिप्लेस करे या इसी लेवल पे प्लस पुश कर दे, तो कोई भी राइट वे होगा जो आपकी सिस्टम को क्या कर देगा, जनरेट करेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे इसी को ग्रो किया, ई के बाद हमने अब ई की साथ हमने यहाँ पे क्या पुश किया, प्लस पुश किया, इनपुट से आईडी स्टार आईडी, तो देखिए ई प्लस को हैंडल है क्या आपका, ई प्लस से किसी को रिप्लेस कर सकते हैं, अभी आपको प्रोडक्शन लिखा है आपको नहीं लिखा है, के बाद हमने क्या बोला, आफ्टर दिस यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, डॉलर ई प्लस, फिर आपने आईडी पुश किया, ठीक है, एंड हियर क्या इधर क्या बचा इनपुट में आपका स्टार आईडी, हां अगेन आईडी के लिए हैंडल है आपका एफ टेंड्स टू आईडी, यानी आईडी को फिर से आपने किससे रिप्लेस कर दिया, विद द हेल्प ऑफ एफ ई प्लस एफ, ठीक है, एंड हियर आईडी स्टार एंड आईडी बोथ, अगेन ई प्लस एफ को प्रोडक्शन है क्या, नहीं, ठीक है, तो ई प्लस एफ स्टार, ठीक है, एफ को आप टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज द चॉइस, दो चॉइस है, या तो आप एफ को टी में कन्वर्ट करें, ठीक है, एफ को टी में कन्वर्ट करेंगे तभी हमारी स्ट्रिंग एग्जैक्ट बनेगी, तो जस्ट रिड्यूस द एफ टू टी, एफ को हमने टी में रिड्यूस कर दिया, एंड आफ्टर दैट स्टार आईडी एज इट इज। अब देखिए आपका ई प्लस टी प्रोडक्शन तो दिख रहा है, लेकिन अगर आपने ई प्लस टी रिप्लेस कर दिया ई से, तो फिर आगे का पार्ट नहीं बनेगा, यानी अगेन दो चॉइस है यहाँ पर, ठीक है, दो चॉइस हम उसमें से एक कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम कंसीडर करेंगे उससे आपकी स्ट्रिंग करेक्ट बनेगी, एंड टी फिर हमने स्टार पुश कर दिया एंड आईडी, ठीक है, डॉलर ई प्लस ई स्टार, और फिर लास्ट इनपुट आईडी इज आल्सो, ठीक है, लास्ट में इनपुट के बाद में आपका डॉलर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इनपुट का एंड जो है वो डॉलर से रिप्रेजेंट होगा आपका डॉलर, ठीक है, तो एट द एंड यहाँ पे डॉलर रहेगा, जैसे आपने आईडी में पुश कर दिया इधर क्या बचा सिर्फ आपका डॉलर, अगेन आईडी इज एंड के लिए आपको आईडी को किसमें कन्वर्ट कर देना है, एफ में, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है आपको टी स्टार एफ जो इनपुट है टॉप आपका, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू टी, टी स्टार एफ की प्लेस पे आपने टी लिखी, अब ई प्लस टी इज कन्वर्ट इनटू ई, तो आपके पास मल्टीपल चॉइस बीच में आ रही थी, किसी लेवल पे आपके पास दो चॉइस आ रही थी, या तो आप शिफ्ट करें या रिड्यूस, ठीक है, तो उसमें से कोई भी एक वे आपने सिलेक्ट किया, या तो शिफ्ट किया आपने या रिड्यूस, तो कोई भी करेक्ट वे एट द एंड अगर आप इस स्टेज पे आ जाते हैं कि आपके पास स्टेज के टॉप पे इनपुट एलिमेंट का स्टार्टिंग वेरिएबल ऑफ द ग्रामर बचता है, और इनपुट क्या हो गया, नल हो गया, दैट इज एक्सेप्टिंग कंडीशन, इसको आप क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग इज करेक्ट एंड इट इज एक्सेप्टेड, क्लियर है। नाउ इन टास्क हमारा था कि व्हाट इज वाइबल प्रीफिक्स, वाइबल प्रीफिक्स क्या होगा, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट करने में जितने भी स्टेप्स ऑफ डेरिवेशन आपने यूज किए, और स्टेज के टॉप पे जो भी आपके राइट सेंटेंशियल फॉर्म, ठीक है, आपका जो भी सेंटेंशियल फॉर्म यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टेज पे दिख रहा है, दैट ऑल आर द वाइबल प्रीफिक्स। अगर हम यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए बोले, इस स्ट्रिंग के जितने भी प्रीफिक्स हैं आपके, दैट ऑल आर वाइबल प्रीफिक्स, टॉप ऑफ द स्टेज के जितने भी प्रीफिक्स होंगे, दैट ऑल आर वाइबल प्रीफिक्स, ठीक है, आपके वाइबल प्रीफिक्स। हां अब जैसे अगर हम यहाँ पे बोलते हैं कि एक कंटेंट आपने बोला आईडी प्लस, एक एग्जांपल का दैट इज आईडी प्लस एन प्लस आईडी, ठीक है, तो आईडी प्लस क्या वाइबल प्रीफिक्स होगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइबल प्रीफिक्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन, ये सारे प्रोडक्शन लिए हमने, इसमें से हमें फाइंड करना है कि आईडी प्लस या प्लस आईडी इज अ वाइबल प्रीफिक्स और नहीं। देखिए जब भी आप आईडी को पुश किए, जिस भी टाइम पे आपने आईडी को स्टेक में शिफ्ट किया या पुश किया, तो उस केस में आपने जैसे आईडी को पुश किया, अब आईडी के बाद प्लस पुश करने से पहले हम आईडी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, आईडी को के बाद प्लस पुश करने से पहले हमने आईडी को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो आईडी प्लस ये वाला कंटेंट कभी स्टेक में मिलेगा क्या, ठीक है, कहीं भी आपको थ्रू आउट की एक्सप्रेशन आपने भी देखी आईडी प्लस नहीं दिखा, बिकॉज़ आईडी के बाद जैसे कोई इनपुट आप पुश करते हैं, आईडी आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा एफ में, रिड्यूस हो जाएगा, आईडी प्लस इज नॉट वाइबल प्रीफिक्स, ये वाइबल प्रीफिक्स नहीं है, क्लियर, बिकॉज़ द रीजन इज दैट बिकॉज़ इट इज नॉट अ कंटेंट ऑफ स्टेक, एक स्टेक में नहीं दिखेगा आपको, नॉट इन द स्टेक, ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी सब स्ट्रिंग है, कंप्लीट स्ट्रिंग तो प्रीफिक्स जो स्टेक में प्रेजेंट है उसको आप प्रीफिक्स बोल सकते हैं। अब प्लस आईडी कहीं पे पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, डेफिनेटली आपको प्लस आईडी यहां पे दिख रहा है, दैट इज इट इज वाइबल प्रीफिक्स, ये आपका क्या बनेगा, वाइबल, दैट इज द वाइबल प्रीफिक्स, ये वैलिड वाइबल प्रीफिक्स होगा, आईडी प्लस इज नॉट वाइबल प्रीफिक्स, ठीक है, तो जो भी आपके राइट सेंटेंशियल फॉर्म में से प्लस एफ इज वाइबल प्रीफिक्स, ई प्लस एफ इज आल्सो वाइबल प्रीफिक्स, प्लस टी स्टार, ठीक है, या ई प्लस टी स्टार, कंप्लीट प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, एनी सब स्ट्रिंग या कंप्लीट जो गिवन स्ट्रिंग इज आल्सो प्रीफिक्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन आपके वाइबल प्रीफिक्स कहलाएंगे, लेकिन आप जस्ट फाइंड दैट आईडी प्लस इज नॉट वाइबल प्रीफिक्स, या कहीं पे भी आपको टाइप का प्रोडक्शन दिख रहा हो, ठीक है, जैसे हमने यहां पे लिखा दैट इज टी स्टार एफ, ठीक है, टी स्टार एफ को आपने रिड्यूस किया, मान लीजिए आपने कहीं भी आईडी क्वेश्चन लिख रखा है दैट इज ई प्लस टी स्टार आईडी प्लस, इज इट वाइबल प्रीफिक्स और नॉट, डेफिनेटली ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आईडी के बाद कुछ भी पुश करने से पहले आईडी को आपको रिड्यूस करना, दैट इज फिक्स, इट इज नॉट वाइबल, ठीक है, वाइबल प्रीफिक्स नहीं होगा, इस तरीके से आप वाइबल प्रीफिक्स फाइंड कर सकते हैं इन द गिवन स्ट्रिंग, क्लियर, दैट इज द मीनिंग ऑफ वाइबल प्रीफिक्स। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, अगर हमें ग्रामर दिए लाइक दिस, नेक्स्ट
a plus a star and we want to generate this string हमें चेक करना है कोई भी वैलिड स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं ठीक है लाइक एक्सप्रेशन आपने शो किया ठीक है हमने लाइक a plus a कंस्ट्रक्ट दी क्वेश्चन आर्टिस्ट ठीक है इसके लिए हमने प्रोडक्ट करना है a plus a star ठीक है लाइक आप कैसे डिजाइन करेंगे स्टेक करेंगे लाइक आपने लिखा है यहाँ पर स्टार्टिंग में डॉलर ठीक है बस देखो कुछ नहीं है आपका a plus a star प्लीज दैट इज डॉलर फिर a पुश किया आपने पाएगा आपका डॉलर एंड a दैट इज a plus double a star plus ठीक है अब इन दैट केस अगेन आपने क्या पुश किया दैट इज a देखिए a के लिए रिडक्शन है आपका दैट इज a to a लेकिन a पुश करने से पहले आप क्या लिखेंगे कैपिटल a दैट इज कैपिटल a तो आपने रिड्यूस कर रिडक्शन a plus double a star फिर आपने सेकंड a पुश किया दैट इज गोस टू स्टेक a plus double a star plus dot अगेन इस स्मॉल a को आप कैपिटल a में रिड्यूस करेंगे दैट इज रिडक्शन plus double a star डॉलर a plus a star plus again a plus जैसे आपने प्लस पुश किया that a plus is replaced by a that is the handle and here a star okay डॉलर a फिर आपने यहाँ पे a पुश a star plus again इस a को आप रिड्यूस करेंगे कैपिटल a से a star again डबल a की करस्पॉन्डिंग कोई होगा क्या आपका एक्सप्रेशन a को आपने रिप्लेस कर दिया I think that is a ये सिंगल a बचा आपका फिर आपने लिखा डॉलर a again इस a को पुश कर दिया हमने star plus हर लेवल पे हम चॉइस देखेंगे कहीं रिड्यूस तो नहीं हो रहा फिर आपका स्मॉल a कैपिटल a से रिड्यूस हो जाएगा star plus डॉलर अभी कितनी आपने इसके बाद बता दी यहाँ पर लिखना है that is dollar a triple a star plus dot this part a star can be replaced by capital A से replace कर that is plus dollar फिर आपने यहाँ पे प्लस पुश again double a plus can be replaced by capital A and that is the condition of accepting accept हो रहा तो any prefix of this particular procedure जो भी prefix आपको स्टेक पे दिख रहे हैं उसका कोई भी prefix आपका क्या होगा Bible prefix होगा Bible prefix अगर आप यहाँ से निकालें कौन-कौन से prefix आपके Bible prefix होंगे देखिए a star is Bible prefix a plus Bible prefix ठीक है आपने लिखा small capital A small a is Bible prefix single a is Bible prefix double a is Bible prefix double a is Bible prefix all are Bible prefix ठीक is a is Bible prefix क्या ये Bible prefix है क्या a double Bible prefix है देखिए डेफिनेटली आपका कहीं भी किसी पार्ट पे हैंडल लिखना है a is the handle here a is reduced by capital A कैसे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो ये रूल आपने यूज किया है तो जनरल दैट स्ट्रिंग तो जब तक आप इसको रिड्यूस नहीं करेंगे किसी और a को आपने बाद में पुश करके रिड्यूस किया यानी दैट इज द कंटेंट आपने एक a के पास सेकंड a कब तक पुश नहीं कर सकते जब तक ये रिड्यूस बिकॉज़ इट इज अ हैंडल एंड दिस इज लाइन here capital A is so this is not a Bible prefix नहीं फिर तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है मान लीजिए आपको एक ग्रामर दिए ग्रामर में आपसे पूछा है कि सेट ऑफ द कुछ स्ट्रिंग्स दिए which of the following is Bible prefix which of the following is not ठीक है डायरेक्टली आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हमने यहाँ पे लिखा as this tends to s s tends to a s b and a b ठीक है एक स्ट्रिंग आपको दिए आपको स्ट्रिंग्स दिए फर्स्ट वन इज डबल a b s सेकंड वन इज डबल a थर्ड वन इज डबल a s b b ठीक है एंड द थिंग इज डबल is it Bible prefix कौन-कौन से Bible prefix होंगे which one is Bible prefix ठीक है which one is Bible इसे फाइंड करें तो Bible prefix की डेफिनेशन क्या बोली है कि it does not continue the right hand of the production यानी it does not continue the handle in the right side of the handle को ये कंटिन्यू नहीं करेगा देखिए आप यहाँ पर अगर देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग की अगर बात करते हैं यानी फर्स्ट स्ट्रिंग a a p s यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है a a p s में जो ये पार्ट है आपका a यानी आपने पहले a पुश किया होगा a के लिए आपको कोई रिडक्शन नहीं फिर सेकंड a पुश किया अगेन कोई रिडक्शन नहीं जैसे आपने b पुश किया a b is handle and it is reduced by capital यानी बिफोर आप यहाँ पे आपने ठीक है चलिए आपने इसको रिड्यूस नहीं किया if you want to generate anything else बट उसके बाद जब आप यहाँ s लिख रहे हैं यानी कि आपने बाद में कुछ पुश कर दिया अगेन क्या रिड्यूस डेफिनेटली आपने क्या होगा दैट इज a s b कैपिटल s r n कहीं आपने कुछ रिडक्शन क्या ये पैटर्न पॉसिबल है बिफोर reducing anything या before push any other input character first reduce this reduction compulsory not Bible ये Bible सेकंड डबल a देखिए a पुश किया कोई रिडक्शन नहीं सेकंड a पुश किया कोई रिडक्शन नहीं तो इसके आगे कुछ पार्ट हो सकता है यानी कि इट मे बी कंसीडर दैट कि अगेन आपका ट्रिपल a आ रहा हो एक और a इनपुट आ रहा हो तो दिस इज द करेक्ट Bible prefix ये आपका Bible prefix होगा ठीक है बस इसमें कोई हैंडल आपका कंटिन्यू नहीं है हां ट्रिपल a s b इन दैट केस अगेन आप देखिए कि इट इज अ हैंडल a s b और a s b हैंडल को रिड्यूस करने के पहले आप क्या करते हैं कंटिन्यू करें तो उस स्ट्रिंग को आप बोल रहे हैं कि इट इज Bible prefix not Bible ये सेम फोर्स वाली भी क्लियर हो गया आपको दैट इज ट्रिपल डबल बी तो अगेन ए बी इज हैंडल ए बी हैंडल है ठीक है इट इज आल्सो हैंडल तो इट इज नॉट Bible prefix ये इट इज ऑल इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपको एग्जांपल आता है ठीक है दैट इज ऑल अबाउट हैंडल एंड बाइबल थैंक यू Questions on handle and Bible prefix. The first question is which one of the following is true at any valid state in script reduce passing? कौन सा ट्रू होगा आपका? The first one is Bible prefix appear only at the bottom of the stack and not inside. That wrong. Bible prefix appears only at the top of the stack and not inside. That is also not correct. ठीक है यानी Bible prefix आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि बॉटम में रहेगा टॉप या बीच में कहीं नहीं रहेगा. So that is wrong. ये only top पे रहेगा but not inside. That is also not wrong. Correct. ठीक है. The next one is the stack contain only a set of Bible prefix. So yes, the stack is contain the set of Bible prefix. तो ये हो सकता है आपका statement. Correct. The stack never contain Bible prefix. That is also
दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, दैट्स व्हाई सी आपका जो होगा वो करेक्ट रहेगा, द स्टेटमेंट कैन ओनली अ सेट ऑफ वाइबल प्रीफिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ हैंडल एंड एप्लीकेबल टू एलआर पार्सिंग एप्रोप्रिएटली, ठीक है, हैंडल क्या होता है आपका? तो फर्स्ट ऑप्शन इट इज अ पोजीशन इन सेंटेंशियल फॉर्म वेयर द नेक्स्ट शिफ्ट और रिड्यूस ऑपरेशन विल ऑकर, सो दैट इज नॉट अ वैलिड डेफिनेशन। हैंडल का मतलब हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हमने लिखा लाइक ई स्टार ई और ई से आपने लिख दिया आईडी, ठीक है, और अब आपको एक स्ट्रिंग जनरेट करना है लाइक आईडी स्टार आईडी, तो आप यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्शन यूज करेंगे? तो डेफिनेटली पहले ई स्टार ई यूज किया आपने और दोनों ई की प्लेस पे आईडी लिख दिया। सो आपने कौन कौन से एक्सप्रेशन यूज किया? दैट इज दिस प्रोडक्शन एंड दिस प्रोडक्शन। इन प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड को हम क्या बोलेंगे? दैट इज हैंडल, ये हैंडल कहलाता है आपका। सो इन दैट केस आपका फर्स्ट ऑप्शन तो कहीं भी फिट नहीं हो रहा है। सेकंड, इट इज अ नॉन टर्मिनल, उस प्रोडक्शन विल बी यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ द नेक्स्ट स्टेप, तो आप इसको हैंडल नहीं बोलेंगे, ठीक है, उस नॉन टर्मिनल को हैंडल नहीं बोलेंगे जिसका प्रोडक्शन यूज हो रहा है, उस नॉन टर्मिनल के जो प्रोडक्शन यूज हो रहा है उसको हैंडल बोलेंगे, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रिवर्स है आपका, इट इज आल्सो फॉल्स। इट इज अ प्रोडक्शन दैट मे यूज टू रिडक्शन इन फ्यूचर स्टेप अलोंग विद द पोजीशन इन द सेंटेंशियल फॉर्म वेयर नेक्स्ट शिफ्ट और रिड्यूस ऑपरेशन विल occur, that is also definitely false. It is a production P that will be used for the reduction in next step along with the position in the sentential form where the right hand side of production may be formed. Definitely, ठीक है, तो exactly हमने जो बोला वो definition दे रखी है यहाँ पे, so D is the correct, ठीक है, right hand side का जो production आपका use हो रहा है that is a handle, so D is the right option. Next question number 3, consider the following grammar, देखिए grammar दी हुई है हमें, that is this, for a sentence n plus n cross n, the handle in the right sentential form of reduction are, handle क्या बनेगा आपका, that is the question, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, so in that case आपने ये string generate अगर मैं यहाँ से e का पहला प्रोडक्शन लेता हूँ दैट e प्लस n, ठीक है, फिर e की प्लेस पे आप देखिए डेफिनेटली अगर आपने e प्लस n पहले ले लिया तो यहाँ पर क्या होगा? पहले मल्टीप्लिकेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि आपको पहले e स्टार n लेना पड़ेगा, e मल्टीप्लाई n, फिर इस e को e प्लस n से रिप्लेस कर दें तो मल्टीप्लिकेशन बाद में जनरेट करेगा, दैट इज दिस, ठीक है, फिर इस e की प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? n लिख दिया, तो n प्लस n स्टार n, दैट सेंटेंस जो स्ट्रिंग थी आपकी वो जनरेट हो रही है। तो आपने फर्स्ट प्रोडक्शन यानी e का ये वाला प्रोडक्शन और ये तीनों यूज किए हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए, तो राइट हैंड साइड के ये तीनों प्रोडक्शन क्या होंगे आपके? हैंडल कहलाएंगे, ठीक है, तो n e प्लस n एंड दिस नॉट, इट इज नॉट हैंडल, डेफिनेटली n e प्लस n and e मल्टीप्लाई n, दिस प्रोडक्शन के राइट हैंड पार्ट को हैंडल बोलेंगे जो यूज हो रहा है, ये तीनों यूज हो रहे हैं इसलिए तीनों हैंडल होंगे आपके, आप स्ट्रिंग के कोई भी पोर्शन को हैंडल नहीं बोलेंगे, ठीक है, सो n e प्लस n is star n is the handle, so T is the right answer, got it, thank you. वर्किंग ऑफ सेमांटिक एनालाइजर। देखिए सेमांटिक एनालाइजर का वर्किंग क्या होता है आपका? सेमांटिक एनालाइजर इज द थर्ड फेज ऑफ कंपाइलर। सेमांटिक एनालिसिस मेक श्योर दैट द डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम आर सेमांटिकली करेक्ट, ठीक है, यानी आप जनरली सेमांटिक एनालाइजर का टास्क हम क्या बोलते हैं कि सिंटैक्स एनालाइजर से जो आउटपुट आ रहा है दैट इज पार्स ट्री इज अप्लाइड टू अ सेमांटिक एनालिसिस एंड दैट जनरेट अ सेमांटिकली वेरीफाइड पार्स, ठीक है। सो सेमांटिक एनालिसिस का मेन टास्क होता है इट मेक श्योर दैट डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम आर सेमांटिकली करेक्ट, यानी जो सेमांटिक एरर होती है वो यहाँ पे चेक होती है। इट इज कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर विच इज कॉल्ड बाय पार्सर, ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ये जो भी सेमांटिक एनालिसिस से हम जो प्रोसीजर डिजाइन करते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ अ प्रोसीजर जो कि पार्सर के थ्रू क्या हम करते हैं इसको यूज करते हैं इन केस ऑफ पार्सर। Now both syntax tree of previous phase and symbol table are used to check the consistency of the given code, ठीक है, जो भी ट्री होती है आपकी वो जो सिंबल टेबल होती है उसको यहाँ पे करके चेक किया जाता है कि ट्री के करस्पॉन्डिंग को सेमांटिकली एरर तो नहीं, अदरवाइज उसके करस्पॉन्डिंग व्हेन रिक्वायर्ड बाय ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि ये जो भी सेमांटिक एनालिसिस से हम जो प्रोसीजर डिजाइन करते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोसीजर जो कि पार्सर के थ्रू क्या हम करते हैं इसको यूज करते हैं इन केस ऑफ पार्सर। बोथ सिंटैक्स ट्री ऑफ प्रीवियस फेज एंड सिंबल टेबल आर यूज्ड टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द गिवन कोड, ठीक है, जो भी ट्री होती है आपकी वो जो सिंबल टेबल होती है उसको यहाँ पे करके चेक किया जाता है कि ट्री के करस्पॉन्डिंग को सेमांटिकली एरर तो नहीं, अदरवाइज उसके करस्पॉन्डिंग सिंबल टेबल को दोनों को क्या करेंगे अपडेट करेंगे। Now type checking is the important part of semantic analysis where compiler makes sure that each operator has matching operand, ठीक है, each operator has matching operand मतलब type checking जो मेन टास्क होता है आपका semantic analysis का मेन टास्क है आपका type checking, ठीक है। तो type checking परफॉर्म होती है यहाँ पर इन केस ऑफ दैट कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर कोई भी स्टेटमेंट आपने लिखा है, ठीक है, उसमें आपका कोई भी वेरिएबल कोई ऑपरेंड है वो उस पर्टिकुलर ऑपरेटर से मैच हो रहा है या each operator is matching with that operand, ठीक है। नाउ इसके अलावा हम देखें यहाँ पर so semantic analysis is used syntax tree and symbol table to check whether the given program is semantically consistent with language definition, जो प्रोग्राम है आपका semantically correct है या नहीं। It gathers type information and store it in either syntax tree or symbol table, ठीक है, तो अगेन क्या करेगा आउटपुट में जो दे रहा है आपका symbol table के corresponding जो भी अपडेशन है वो करेगा प्लस syntax tree आउटपुट में जनरेट करेगा। This type information is subsequently used by compiler during intermediate code generation, ये जो This type information is subsequently used by compiler during intermediate code generation, ये जो भी टाइप इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, ठीक है, पर्टिकुलर जो भी डेटा टाइप है उसको वेरिएबल का करेक्टली है या नहीं, जो भी अपडेशन है वो सेमांटिक एनालाइजर डन करेगा इन सिंबल टेबल एंड दैट इज यूज्ड बाय द compiler in the next phase that is called intermediate code generation phase. So next phase of compiler is intermediate code, तो वहाँ पे इसका मेन यूज होता है, क्लियर ना। देखिए मेनली किस टाइप की एरर सेमांटिक एनालाइजर में आप देख सकते हैं किस टाइप की एरर पे फोकस करता है सेमांटिक एनालाइजर। सो इट रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एरर, फर्स्ट टाइप मिसमैच, ठीक है, टाइप मिसमैच टाइप चेकिंग के लिए देखेगा कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर वेरिएबल मान लीजिए वो आपका इंटीजर टाइप का और आप उसमें फ्लोट वैल्यू असाइन कर रहे हैं या फ्लोट टाइप का इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो टाइप मिसमैचिंग जो भी होगी वो यहाँ पर परफॉर्म करेगा। तो टाइप कास्टिंग मान लीजिए टाइप मिसमैचिंग में भी आपका स्ट्रांगली टाइप चेकिंग होता है, ठीक है, एम्बिगुइटी टाइप चेकिंग होता है, तो टाइप कन्वर्जन करना है आपको, ठीक है। टाइप चेकिंग टाइप मिसमैच जो होते हैं दैट इज अगेन फर्दर हम क्या बोलते हैं कि टाइप चेकिंग में दो तरीके से टाइप चेक होता है आपका, लाइक स्ट्रांगली टाइप चेक, ठीक है, एंड वीक टाइप चेक। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रांगली टाइप चेकिंग एंड वीक टाइप चेकिंग।
सो स्ट्रांगली का मतलब क्या है कि आपको मैन्युअली उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन जो होता है टाइप कास्टिंग वो यूज करनी पड़ेगी. सो इन दैट केस वी यूज टाइप कास्टिंग. ठीक है, टाइप कास्टिंग यूज करना पड़ेगी आपको. क्लियर. एंड बिजी टाइप चेकिंग में आप क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है. यानी कि इन केस ऑफ कंपाइलर, जब कंपाइलर सपोर्टेड है, मान लीजिए आपने इंटीजर में फ्लोट वैल्यू स्टोर की है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, फ्लोट को इंटर कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा. क्लियर. तो दैट इज नॉट एनी एरर इन दैट केस. स्ट्रांगली टाइप चेकिंग में आपको क्या टाइप कास्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज इट विल जनरेट एरर. नाउ सेकंड, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल. मान लीजिए आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया और उसको आप यूज कर रहे हैं तो दैट इज आल्सो सिमेंटिक एरर, बिकॉज़ इन केस ऑफ सिंटैक्स एनालाइजर दैट इज करेक्ट. जैसे अगर आपने लिखा, मान लीजिए कोई आपने इक्वेशन लिखी a = b + c. ठीक है, तो दैट इज सिंटैक्टिकली करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंटैक्स इज रॉन्ग, करेक्ट. ठीक है, बट यहां पे मान लीजिए आपने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया, b नहीं किया या a को डिफाइन नहीं किया, सो इन दैट केस इट जनरेट एरर इन सिमेंटिक एनालिसिस. ठीक है, एरर आएगी इफ इट इज अनडिक्लेयर्ड. ठीक है, अनडिक्लेयर्ड आता है. क्लियर. तो रिजल्ट आइडेंटिफायर मिसयूज. रिजल्ट आइडेंटिफायर मिसयूज का मतलब क्या हुआ आपका, मान लीजिए आपने कोई आइडेंटिफायर है आपके टेबल के अंदर. ठीक है, और जो इनबिल्ट आपके आइडेंटिफायर्स हैं तो उसका आप क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं. यानी कि हो सकता है कि जिसका मीनिंग डिफाइंड है और आप उसको, मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर फंक्शन का नेम नहीं, मान लीजिए आपने फंक्शन का नेम है उसको एज अ वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो जो रिजल्ट होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं इनका मिसमैच अगर आपने किया है सो इट इज आल्सो चेक इन द सिमेंटिक एनालाइजर. सिमेंटिक एनालाइजर में क्या होता है, वो चेक होता है. अदरवाइज सिंटैक्टिकली वो क्या बोलेगा, सर एंड सिंटैक्स एनालाइजर को पास कर देगा, उसको सिमेंटिक एनालाइजर देखेगा कि दैट रिजल्ट वर्ड इज यूज्ड. ठीक है, जो ऑलरेडी रिजर्व है उसको कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा है. ठीक है. नाउ मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इन दिस स्कोप. अगर मान लो एक ही स्कोप में आपने दो बार एक ही टाइप के वेरिएबल को डिफाइन कर दिया किसी फंक्शन के अंदर, या आप किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, मेन बॉडी के अंदर आपने किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को मल्टीपल टाइम्स क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, सो दैट केस आल्सो दिस टाइप ऑफ एरर इज जनरेटेड इन सिमेंटिक एनालाइजर. एक्सेसिंग एन आउट ऑफ स्कोप वेरिएबल. ठीक है, मान लीजिए आपने अगेन जैसे मान लीजिए इक्वेशन लिखी, मैंने a = b + c. मान लीजिए मैंने a को किसी फंक्शन में डिफाइन किया int a, इसका स्कोप इधर है और आप मान लीजिए a को यहां पे यूज कर रहे हैं, a = b + c, या फिर आपने a को कहीं दैट इज दिस टाइप से स्टेटमेंट लिखा, बट a का स्कोप a यहां पे क्रिएट हुआ था और यहां पर एंड हो गया. ठीक है, सो सिंटैक्स इज करेक्ट, दैट इज नॉट एन इशू, बट इन दैट केस क्या होगा, आपका एरर जनरेट होगी किस केस में, सिमेंटिक एनालाइजर. सो दैट इज एक्सेसिंग आउट ऑफ स्कोप वेरिएबल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर मिसमैच. अब एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, जब आप पैरामीटर पासिंग यूज करते हैं. ठीक है, जैसे एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं किसी फंक्शन को, उस टाइम पे जो आप पैरामीटर पास करेंगे दैट इज एक्चुअल पैरामीटर. ठीक है, और जहां पे उसकी बॉडी लिखी होगी, कॉलिंग के बाद जो उस बॉडी पे मूव करेगा तो दैट पैरामीटर इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर. तो एक्चुअल और फॉर्मल में अगर मिसमैचिंग है, आपने एक्जेक्टली इक्वल, या तो आप बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज नॉट इक्वल टू फॉर्मल पैरामीटर. ठीक है, सो दैट इज अगेन जनरेट एरर. ठीक है, किसी भी टाइप की मिसमैचिंग अगर वहां पे होगी तो दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय सिमेंटिक एनालाइजर. सिमेंटिक एनालाइजर इस टाइप की एरर्स को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा. So this type of error is recognized by the semantic analysis. Clear? Thank you. Attributed grammar. So attributed grammar क्या होता है आपका? Attributed grammar is a special form of context-free grammar where some additional information attributes are appended to one or more of its non-terminal in order to provide context-sensitive information. Each attribute has well-defined domain of values such as integer, float, character, string, and expression. ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि एट्रिब्यूटेड ग्रामर जो होती है वो ग्रामर क्या होती है कि इट इज अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, और इसमें हर एक प्रोडक्शन के लिए करस्पॉन्डिंग क्या होगा, हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपेंड करेंगे. यानी जो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, उसमें जो नॉन टर्मिनल्स वेरिएबल्स है उन वेरिएबल को कुछ हम क्या कर रहे हैं, मीनिंग असाइन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने उसको प्रोवाइड किया, दैट इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड एट्रिब्यूट्स. ठीक है, उस एट्रिब्यूट्स की वैल्यू क्या होगी, वो किस तरीके से कैलकुलेट होगा, दैट इज गिवन इन द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. ठीक है. नाउ ईच एट्रिब्यूट हैज वेल डिफाइंड डोमेन. तो हर एक एट्रिब्यूट का अपना डोमेन होगा. ठीक है, वैल्यू होगी सच एज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एंड एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है आपका. ठीक है. नाउ द राइट पार्ट ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कंटेन्स द सेमांटिक रूल्स दैट स्पेसिफाई हाउ द ग्रामर शुड बी इंटरप्रेटेड. ठीक है, तो अगेन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का अगर आप कोई भी प्रोडक्शन लिख रहे हैं, सेस टेंस टू लिखा a b. ठीक है, इसके बाद मान लीजिए मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर दैट लाइक हमने लिखा printf a. ठीक है, अब आप a भी एग्जीक्यूट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, कैपिटल A प्रिंट करेंगे, या फिर आपने इस टाइप से लिखा a + b. ठीक है, a प्लस, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा printf स्टार एंड b. ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं. ठीक है, तो हर एक एट्रिब्यूट के करस्पॉन्डिंग आपको वैल्यू डिफाइन करना है. लाइक दैट आपने लिखा दैट s टेंड्स टू a b नॉर्मल स्टेटमेंट लिखा, फिर आपने लिखा है कि यहाँ पे a डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू b डॉट वैल्यू. ठीक है, एंड s डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू b डॉट वैल्यू. इस टाइप से कोई भी वैल्यू डिफाइन कर दिया, एंड b की वैल्यू आप आगे डिफाइन कर रहे हैं b डॉट a लिखिए, मान लीजिए, और आपने लिखा b डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू a डॉट वैल्यू. तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन को. सो एट्रिब्यूटेड ग्रामर इज लाइक दिस, हर एक एट्रिब्यूट्स के करस्पॉन्डिंग एक आपने हर एक वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग एक एट्रिब्यूट वैल्यू डिफाइन कर रखी है. s की वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही है b पे, a की वैल्यू b पर, b की वैल्यू क्या आएगी आपकी a आएगी. दैट इज द एट्रिब्यूटेड ग्रामर. इस टाइप के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, एट्रिब्यूटेड ग्रामर. ठीक है. नाउ एट्रिब्यूट्स में भी ऑफ टू टाइप्स आप कैटेगराइज कर सकते हैं इसको, सिंथेसाइज्ड और इनहेरिटेड. यानी कि जो हम एट्रिब्यूटेड ग्रामर में यहाँ पे वैल्यू एट्रिब्यूट्स जो की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी पर्टिकुलर नोड पे, या हम केवल किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए आपको एट्रिब्यूट की वैल्यू फाइंड करना है. सो देयर आर टू टाइप्स, सिंथेसाइज्ड एंड इनहेरिटेड. दो टाइप के एट्रिब्यूट वैल्यू होती है, या तो आप सिंथेसाइज्ड तरीके से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं या इनहेरिटेड वे से. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टू नेम, सिंथेसाइज्ड एंड इनहेरिटेड एट्रिब्यूट. सो देखिए, फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट. सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट is an attribute of non-terminal on the left hand side of the production. Okay, left hand side of production के non-terminal value की बात करें. Synthesized attribute represent the information that is being passed up the pass tree. Attributes can take value from its children. ठीक है, variable in the right hand side of production. तो यानी कि कोई भी parent node की value अगर आपको कैलकुलेट करना है पास ट्री में, यानी आपने एक कंटेक्स्ट ग्रामर corresponding पास ट्री क्रिएट किया, और उस पास ट्री में आपको अगर किसी भी पर्टिकुलर नोड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसकी नोड की वैल्यू कहां से कैलकुलेट होगी, इसके चाइल्ड नोड से. ठीक है, यानी वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन इज पास टू पेरेंट. अब एट द एंड आप बोलेंगे सारे जो टर्मिनल्स होते हैं आपके ट्री, ठीक है, जो कि आपके लीफ नोड है. सो इन दैट लीफ नोड फर्स्ट कैलकुलेट द लीफ नोड, फिर लीफ नोड से उसके पेरेंट पे, एंड देन सो ऑन. एट द एंड आप लूप की वैल्यू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. तो दैट इज द वे टू कंस्ट्रक्ट द पास ट्री एंड कैलकुलेट द एट्रिब्यूट वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर नोड. यानी कि पर्टिकुलर वेरिएबल की एट्रिब्यूट वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगा कि चिल्ड्रन से उसके पेरेंट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. तो अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट. उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट. लाइक जैसे आपने कहा a tends to bc is a production of grammar and a's attribute is dependent on these attribute और c's attribute. ठीक है, दैट इज वैल्यू सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट. यानी कि अगर आपने लिखा कि a tends to bc आपने प्रोडक्शन लिखा, ठीक है, और आपने यहां पे लिखा है a डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू b डॉट वैल्यू. ठीक है, इस टाइप से आपने लिखा है, तो a की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, b पे. तो b इसका क्या होगा, चिल्ड्रन होगा. डेफिनेटली जब आप a tends to bc लिखेंगे तो दैट इज द चिल्ड्रन. ठीक है, ये कौन सा होगा आपका चिल्ड्रन की वैल्यू b और c. तो b की वैल्यू आप इस पर ट्रांसफर कर रहे हैं a पे. तो दिस स्टेटमेंट सेज दैट इट इज सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट. क्लियर, गॉट इट. सिंथेसाइज में आपका रूल फिक्स है कि आप क्या करेंगे कि चिल्ड्रन की वैल्यू, ठीक है, पेरेंट की वैल्यू इज कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स चाइल्ड. चाइल्ड कैलकुलेट करेंगे. हो
सकता है बी और सी दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई रिजल्ट जनरेट करके ए पे ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज आल्सो पॉसिबल, बट द वे इज दैट कि आपको क्या करना है, चाइल्ड से पैरेंट में ट्रांसफर करना है। अगर इस टाइप से आप एट्रिब्यूट की वैल्यू असाइन कर रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ एट्रिब्यूट इज कॉल्ड सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट। लेट्स सी वन एग्जांपल फॉर दिस, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको एक ग्रामर दिया लाइक e टेंड्स टू e प्लस t e2 t, नेक्स्ट प्रोडक्शन दिया आपको t टेंड्स टू t स्टार f, एंड फिर अगेन आपको दिया t का सेकंड प्रोडक्शन t टेंड्स टू f एंड f टू id, ओके। हर एक का एक मीनिंग दिया हुआ है आपको, इसकी करस्पॉन्डिंग लिखा है आपको e टेंड्स टू e1 डॉट वैल्यू प्लस t1 डॉट वैल्यू t डॉट वैल्यू, ठीक है, e डॉट वैल्यू, लेकिन यहाँ पे भी e डॉट वैल्यू लिखेंगे, दैट इज e डॉट वैल्यू, ठीक है। सो जो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको क्लियर समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम कहां से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो उसके प्रोडक्शन है उससे वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, e डॉट वैल्यू इज कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस, ये इवन का मतलब जस्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, सब्स्क्रिप्शन, ठीक है ना, e डॉट वैल्यू इज कैलकुलेटेड फ्रॉम e डॉट वैल्यू एंड t डॉट वैल्यू टेंड्स टू t1 डॉट वैल्यू। जब एक वेरिएबल को कॉल करेगा तो हम उस केस में सब्स्क्रिप्ट यूज करेंगे f डॉट वैल्यू, नाउ t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू, ठीक है। असाइनमेंट आप ये बोल सकते हैं कि यू वैल्यू कैलकुलेट फ्रॉम दैट, ठीक है, यू कैन यूज असाइनमेंट ऑपरेटर हियर, e डॉट वैल्यू से आप यहां पे वैल्यू आ रही है, ठीक है, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक नाउ f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू id डॉट वैल्यू, id की जो वैल्यू की आप यहां पे असाइन कर देंगे in f, ठीक है। नाउ अब अगर हम यहां पे बोले तो हम ये बोला e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू e डॉट वैल्यू, ठीक है, प्लस t डॉट वैल्यू, e डॉट वैल्यू इक्वल टू t डॉट वैल्यू। मान लीजिए आपको पर्टिकुलर स्ट्रिंग में दैट इज रन करना है आपको 2 + 3 * 5, इसके लिए रिजल्ट जनरेट करना है आपको यूजिंग दैट एट्रिब्यूटेड ग्रामर। इस पर्टिकुलर एट्रिब्यूटेड ग्रामर से आप क्या करें, सिंथेसाइज एट्रिब्यूटेड ग्रामर से आप लास्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड आफ्टर कंस्ट्रक्शन रूट नोड की वैल्यू क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब यहां पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपने फर्स्ट e से प्रोडक्शन कॉल किया, दैट इज e + t, ठीक है, दैट इज दिस फर्स्ट प्रोडक्शन। फिर इस e से आपने यहां पे लिख दिया फर्स्ट टर्मिनल आपको प्लस चाहिए था ऑपरेटर, सेकंड का चाहिए आपको मल्टीप्लिकेशन, सो ऑब्वियसली यहां पे e से आप डायरेक्टली एक आईडी जनरेट करेंगे और t से आप क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आईडी आपकी कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हम एज्यूम करके चलते हैं, आईडी की प्लेस पे आप न्यूमेरिक वैल्यू जनरेट करेंगे, सो यहां से मैं लिख देता हूं दैट इज t स्टार f, ये नाउ e की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, दैट इज e + t, ये लिखा आपने t स्टार f, ठीक है। फिर यहां पर हमने लिख दिया दैट इज e टू t e टू f एंड f से फाइनली जनरेट कर दिया आपने आईडी, फिर यहां पर f टू id, f टू डायरेक्ट id। अब ये तीन आईडी सबसे पहले आपको इवैल्यूएट क्या करना है, id डॉट वैल्यू, इस केस में आपका जो एट्रिब्यूट होगा इस पर्टिकुलर लिफ नोड के लिए, इसके लिए एट्रिब्यूट वैल्यू क्या होगी आपकी, देखिए आप क्या लिखेंगे, दैट इज id डॉट वैल्यू, यहां पर id डॉट वैल्यू कितनी आएगी आपकी, फर्स्ट जो id की वैल्यू आपको चाहिए वो आप इनपुट में अप्लाई करेंगे, दैट इज 2, यहां पर id डॉट वैल्यू कितनी होगी आपकी, दैट इज 3 एंड हियर id डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 5, ठीक है। क्या कैलकुलेट किया, 5 यहां पे असाइन कर दिया, 5 यहां पे आएगा, यहां पे इस नोड पे क्या होगा आपका f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू id डॉट वैल्यू, ये f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू id डॉट वैल्यू, सो यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दैट इज 2, ये वैल्यू ट्रांसफर सेम यहां पे f डॉट वैल्यू इक्वल टू id डॉट वैल्यू, ठीक है, कितनी हो जाएगी 3, यहां पर f डॉट वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज 5, ठीक है। तो ये f डॉट वैल्यू यहां पे ट्रांसफर होगी t डॉट वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, देखिए आप क्या करेंगे, जैसे आपने ये f टेंड्स टू id एग्जीक्यूट किया, आप क्या बोल रहे हैं f डॉट वैल्यू को id डॉट वैल्यू आपको कर देना है, मतलब id डॉट वैल्यू को f डॉट वैल्यू में ट्रांसफर कर देना, तो जैसे ये एग्जीक्यूट हुआ t को f, t डॉट वैल्यू को f डॉट वैल्यू, इस रूल के बेसिस पे लिख रहा है, ठीक है। t डॉट वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, दैट इज 3, यहां पे t डॉट वैल्यू कितनी होगी आपकी, दैट इज अगेन t डॉट वैल्यू इज 2, ठीक है। नाउ इन दैट केस अब यहां पर इस t की बात करते हैं, यहां इक्वेशन आई टू गेट t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 3, यानी कि आप ये लिख सकते हैं दिस t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t1 डॉट वैल्यू, इस वेरिएबल को आप t1 एज्यूम कर सकते हैं, इसको e1 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। t1 डॉट वैल्यू प्लस f डॉट वैल्यू, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो दैट इज 3 * 5, तो कितना होगा 50, यहां पे जो वैल्यू आई कितनी आ गई आपकी 15, तो t डॉट वैल्यू इज 15। नाउ ये e डॉट वैल्यू ऐसे ट्रांसफर हो जाएगी, e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 2, यहां से ट्रांसफर हो रहा है सिंगल पाथ में, नाउ दिस e डॉट वैल्यू, ये e डॉट वैल्यू क्या आएगी आपकी रूट नोड पे, दैट 15 + 2 70, ठीक है, दैट इज 70, गॉट इट। तो दैट केस हम क्या बोलेंगे, आंसर इज 70, ठीक है। ये जो इक्वेशन आई है इन दोनों के सम से आ रही है, e डॉट वैल्यू रूट नोड पे, सो दैट इज कॉल्ड द सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट। आप क्लियरली दिख रहा है आपको कि जो पेरेंट नोड की वैल्यू है, जो चाइल्ड नोड की वैल्यू है, दैट वैल्यू इज ट्रांसफर्ड टू हियर, ठीक है। फिर ये वैल्यू हमने यहां पे ट्रांसफर की, आफ्टर दैट दिस वैल्यू इज ट्रांसफर्ड टू हियर, एंड अगेन हियर दैट इज दिस डायरेक्शन, तो इन दोनों का सम मल्टीप्लिकेशन आपने क्या किया, इसमें ट्रांसफर किया, तो दैट पेरेंट इज डिपेंड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की वैल्यू के कॉम्बिनेशन पे ही जनरेट हुआ, सेम रूट जो पेरेंट है दैट इज यूज द वैल्यू ऑफ बोथ पेरेंट, ठीक है। तो दोनों साइड की वैल्यू को क्या करता है, यूज करता है, तो ऑलवेज डायरेक्शन आपका पड़ी, ठीक है, यानी आप चाइल्ड से पेरेंट पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इफ यू यूज दैट कॉम्बिनेशन दैट इज कॉल्ड सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूटेड ग्रामर, उस केस में आप उसको क्या बोलेंगे, सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूटेड ग्रामर। जब आप चाइल्ड से पेरेंट पे ट्रांसफर करेंगे दैट इज कॉल्ड सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूटेड ग्रामर, ठीक है। अब देखिए आप कोई भी ट्री डिजाइन करते हैं, ठीक है, एनी ट्री यू कंस्ट्रक्ट ट्री लाइक दिस, जिसमें आपने हर एक नोड पे एट्रिब्यूट की वैल्यू की असाइन की है, ठीक है, हर नोड पे उसके एट्रिब्यूट की वैल्यू की बने, देन सच टाइप ऑफ ट्री इज कॉल्ड एनोटेड पास ट्री और डेकोरेटेड पास ट्री, ठीक है। यानी कि अगर आप हम यहां पे क्या बोलेंगे पॉइंट, इफ पास ट्री along with its attribute value on the node, ठीक है, पास ट्री along with attribute value at the node, हर नोड पे आपकी एट्रिब्यूट की वैल्यू है, then such type of tree is called annotated pass tree or decorated pass tree, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, that is annotated pass tree, annotated pass tree और decorated pass tree, इसको हम annotated pass tree या क्या बोलेंगे, decorated pass tree, ठीक है। सो annotated pass tree और decorated pass tree, ठीक है, annotated pass tree और decorated pass tree is called the when each node of pass tree is assigned with their attribute value, ठीक है। so that is the mainly just the name है आपके, इस टाइप की pass tree को आप क्या बोलेंगे, annotated और decorated pass tree, so that is synthesized grammar. Now the next one is inherited attributes. Attribute of non-terminal on right hand side of production is called the inherited attribute. The attribute can take value either from its parent or from its sibling. Variable in left hand side or right hand side of the production. ठीक है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, हमने synthesized attributes में क्या बोला, कोई भी नोड, कोई भी non-terminal that variable can take their value from its children only, ठीक है, child से अगर आप parent पे transfer कर रहे हैं, then that type of combination is called synthesized attribute. Now if you take a value of a particular variable from its parent or its sibling, यानी आप parent से ले रहे हैं या उसके किसी sibling से कोई value fetch कर रहे हैं, then that type of expression is called inherited attribute, ठीक है। यानी कि वो inherit कर रहा है attribute, या तो parent से inherit कर सकता है या उसकी sibling से inherit कर सकता है, ठीक है। For example, A tends to BC is a production of grammar and B's attribute is depends on A's attribute or C's attribute, then it will be inherited attribute। यानी कि मान लीजिए आपने लिखा A tends to BC, एक प्रोडक्शन है आपका, और आपने यहाँ मीनिंग लिखा है कि B dot value is equals to A dot value,
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए की वैल्यू जो है एज एट्रीब्यूट और सी एट्रीब्यूट, बी की वैल्यू तो ए से कैलकुलेट कर सकता है और यहाँ पे हमने डेफिनेशन ऑफ दैट इज बी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू सी डॉट वैल्यू, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक यूज करना है आपको, सो बोथ आर पॉसिबल, बी या तो आपका क्या करता है दैट सी डॉट वैल्यू इज एक रूल आप यहाँ की मान लीजिए आपने ये वाला रूल लिखा फर्स्ट वाला, बी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू ए डॉट वैल्यू एंड सी डॉट वैल्यू इक्वल्स टू बी डॉट वैल्यू, ठीक है, लाइक दिस। तो इनिशियल वैल्यू जो भी आप दी एंड पास की कंस्ट्रक्ट करेंगे तो एक पर्टिकुलर नोड जो होगा आपका दैट कैन गेट इट्स वैल्यू फ्रॉम आइदर इट्स पेरेंट और फ्रॉम इट्स सिबलिंग, ठीक है, एंड आफ्टर दैट ट्रांसफॉर्मेशन आपका चलता रहेगा, ठीक है, उसके बाद इनिशियल वैल्यू की बात करें तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड, ठीक है, लाइक एग्जांपल हम इसको समझते हैं, लेट्स टेक वन ग्रामर t tends to tl, t tends to n, ठीक है, and t tends to real, next l tends to l1 comma id and l tends to id, ठीक है, so हर एक प्रोडक्शन का मीनिंग है फर्स्ट t dot l, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मीनिंग दिया हुआ है दैट इज ये दो t के दो वेरिएबल है दैट इज t and l, इसके करस्पॉन्डिंग आप जो यूज करेंगे दैट l dot type, इसका जो मीनिंग लिखा है दैट इज इक्वल्स टू t dot type, दैट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन, तो यहां पे लिखा आपने दैट इज t dot type इज इक्वल्स टू डायरेक्टली इंटीजर टाइप का यूज कर रहे हैं आप, t dot type इज इक्वल्स टू रियल, l dot type इज इक्वल्स टू टाइप, यहां पे क्या बोल रहे हैं एक्चुअली जो हम एक्सप्रेशन जनरेट करेंगे उसमें हम जिस टाइप का वेरिएबल ले रहे हो किस टाइप के ले रहे हैं दैट इज द मीनिंग, ठीक है, नाउ l dot type इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं l1 dot type प्लस सॉरी l dot type नहीं यहां पे हम लिखेंगे दैट इज l1 dot type इज इक्वल्स टू l dot type, क्योंकि हम पेरेंट से सिबलिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द वे, सो दैट t dot type तो हमने लिख दिया, नेक्स्ट हम क्या बोलेंगे दैट इज l1 dot type इज इक्वल्स टू l dot type, ठीक है, टाइप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फाइनली l dot value that is l l dot type l dot value ये ट्रांसफर था, इस स्टेट का हम नाम दे देते हैं i is equals to id dot value, ठीक है, फाइनली l की जो वैल्यू हम किससे ले लेंगे id से, that is id dot value, देखिए किस तरीके से ट्री डिजाइन होगी आपकी, that is अगर मैं t यहां पर पास की कंस्ट्रक्ट की that is t tends to tl and t से आपने यहां पे लिखा that is जी इस l से आपने फिर से प्रोडक्शन जनरेट किया that is इस t से आपने int लिखा, ठीक है, l से आप यहां पर यूज कर रहे हैं that is l1 comma id, ठीक है, तो यहां से आपने लिखा that is l1 comma id और इस l से आपने स्क्वायर टू बोल सकते हैं सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं दैट्स इट, फाइनली अल्टीमेटली इट इज यूज द प्रोडक्शन ऑफ l ओनली, ठीक है, सो दैट इज टर्मिनेटेड बाय id, यानी कि हम वी वांट टू जनरेट द स्ट्रिंग जो हम यूज करना चाहते हैं दैट इज id1 id2 id3, ठीक है, मान लीजिए हमने ये IDs का नेम दे दिया, ठीक है, दैट इज id1 id2 id3, कोई भी वैल्यू मतलब हम यहां पे क्या ले रहे हैं, कोई वेरिएबल ले रहे हैं, सो id1 id2 id3 हम उसको जनरेट कर देते हैं, एंड अब देखिए सबसे पहले आप यहां पे क्या बोलेंगे कि जो भी वैल्यू फर्स्ट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, आफ्टर दैट यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू सिबलिंग, ठीक है, और यानी पेरेंट से चाइल्ड या फिर एक सिबलिंग से दूसरे सिबलिंग में ट्रांसफर कर सकते हैं, देखिए यहां पे t किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, यानी कि t डॉट वैल्यू इंटीजर होगी आपकी, दैट इज फिक्स, t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू int, क्योंकि टर्मिनल लेवल पे तो आपको यूज करना है, ठीक है, दैट इज इंटीजर टाइप, या फिर आपको प्रीडिफाइंड होगी मस्ट यूज t इज int टाइप, ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं t को टर्मिनेट कर रहे हैं या तो int से कर सकते हैं या रियल, तो हमें यहां पे स्ट्रिंग में इंटीजर चाहिए इसलिए हमने int से टर्मिनेट किया t डॉट वैल्यू, अब ना फर्स्ट प्रोडक्शन आप देखिए जब ये एग्जीक्यूट करेंगे आप t इक्वल्स टू tl, तो हम क्या बोलते हैं यहां पे l डॉट टाइप जो होगा वो किस टाइप का होगा, t डॉट टाइप, यानी कि ये वैल्यू यहां से सिबलिंग की राइट से ये जो लेफ्ट सिबलिंग है इसकी वैल्यू राइट सिबलिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी l डॉट वैल्यू जो होगी आपकी दैट इज t डॉट वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू int, आ जाएगा आपका int, नाउ दिस वैल्यू इज ट्रांसफर्ड टू दिस l1 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू int, ठीक है, यानी जो l की वैल्यू है यहां पे ट्रांसफर होगी आपकी, नाउ दिस वैल्यू इज ट्रांसफर्ड टू हियर दैट l2 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू int, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम क्या कर रहे हैं जो भी id सिलेक्ट करेंगे दैट id मस्ट बी इंटीजर टाइप, दैट id मस्ट बी इंटीजर टाइप एंड दिस id मस्ट बी इंटीजर टाइप, ठीक है, सो इन दिस वे आपका कंस्ट्रक्शन होगा, तो दैट इज कॉल्ड एट्रिब्यूटेड ग्रामर, ठीक है, विद इनहेरिटेड एट्रिब्यूट्स, इनहेरिटेड एट्रिब्यूट्स आप यूज कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है आपको पेरेंट की वैल्यू हम यहां पे क्या कर रहे हैं चाइल्ड में ट्रांसफर करते जा रहे हैं, अभी जो IDs है दैट IDs जनरेट हम क्या बोलते हैं l डॉट वैल्यू इक्वल्स टू id डॉट वैल्यू, id डॉट वैल्यू यानी किस टाइप की वैल्यू यूज करेगा इन दैट केस, तो हम क्या बोलते हैं कि इंटीजर टाइप, तो जो वैल्यू आप यहां से ट्रांसफर करेंगे दैट मस्ट बी इन टाइप, दैट मस्ट बी इन टाइप एंड दैट मस्ट बी इन टाइप, क्लियर, सो दैट इज द एट्रिब्यूटेड ग्रामर सिंथेसाइज्ड, अगर हम यहां पर बात करें इन केस ऑफ सिंथेसाइज्ड हम क्या बोलते हैं कि वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, बट इन केस ऑफ इनहेरिटेड यू कैन ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड और इन सिबलिंग के लेवल से भी आप क्या कर सकते हैं उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, दैट इज एट्रिब्यूटेड ग्रामर, थैंक यू। Questions on attributed grammar. First question is consider the translation scheme given below. That यहाँ पे ट्रांसलेशन स्कीम दी हुई है, here हम is the token that represent integer and num dot value represent the corresponding integer value, ठीक है, यानी कि हम num dot value जो लिख रहे हैं that is corresponding integer value, so the input 9 plus 5 plus 2 this translation scheme will print, देखिए यहाँ पे आपको that grammar is attributed grammar दिया आपको राइट हैंड साइड में, the production के corresponding कुछ values, ठीक है, जो मैसेज प्रिंट करना है वो दिया हुआ है, what is the meaning of that, ठीक है, तो अगर आप इस इनपुट के लिए स्ट्रिंग बनाते हैं, ठीक है, इस इनपुट की स्ट्रिंग आप पास के थ्रू क्रिएट करते हैं, तो what is the output, ठीक है, आउटपुट क्या बनेगा, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, यानी कि हमें यहाँ पर एग्जीक्यूशन क्या करना है, जैसे कोई प्रोडक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो s to t r, यहाँ पे कोई टास्क नहीं, r का प्रोडक्शन क्या आपका प्लस t r रिलेशनल, यानी कि या तो प्लस t r एक प्रोडक्शन दैट इज सिंगल प्लस t and r इज अ सिंगल प्रोडक्शन, इसके बीच में एक मैसेज प्रिंट करना है आपको प्रिंट प्लस, ठीक है, या फिर r को आप नल से टर्मिनेट कर सकते हैं, t का प्रोडक्शन है नम, आपने क्या लिखा प्रिंट नम डॉट वैल्यू, ठीक है, आप जब भी t टू नम एग्जीक्यूट करते हैं उस पर्टिकुलर नम की जो भी वैल्यू आपको क्या करना है प्रिंट करना है, फिर देखिए इसके अगर हम ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम क्या बनाएंगे s2, सबसे पहले आपको देखिए कोई प्रोसीजर यहाँ पर एग्जैक्टली कैसा है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसके करस्पॉन्डिंग आपको एग्जैक्टली क्या करना है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की पास क्रिएट करना है, ठीक है, नॉर्मल प्रोसीजर में हम करते हैं, जो भी मैसेज लिखा है वो बाद में हम रीड करेंगे, पहले पर्टिकुलर इनपुट के लिए पास क्रिएट करना है, देखिए आपको 9 plus 5 plus 2 लिखा है, यानी कि यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि दो प्लस साइन यूज हो रहे हैं, दो प्लस साइन यूज हो रहे हैं, यानी कि मतलब आपको ये वाला प्रोडक्शन कहीं 2 टाइम यूज करना है r वाला, ठीक है, s से t r, r से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं दैट इज प्लस t
आर ठीक है प्लस टी आर ये प्रोडक्शन मैंने लिखा, ठीक है इसके बीच में आपको क्या करना है मैसेज प्रिंट करना है, थोड़ा स्पेस देते हैं हम यहाँ पर दैट प्लस टी और उसके बाद हम क्या बोलते हैं दैट इज आर टी प्लस टी आर, ये कंप्लीट प्रोडक्शन है आपका, इसके बीच में प्रिंट प्लस करना है, ठीक है तो देखिए आप एक्सेक पहले स्ट्रिंग जनरेट करके ठीक है फिर हम मैसेज प्रिंट करेंगे, तो इसी भी टी से आप क्या कर रहे हैं नंबर प्रिंट करना है, वेरिएबल टी से आपका क्या है नंबर, तो फर्स्ट टी से आप यहाँ से नाम कॉल कर लेंगे दैट इज नाउ, ठीक है फिर इस टी से आपका नाम कॉल कर लिए, इससे आपने वैल्यू 9 ले ली मान लीजिए प्लस फिर 9, फिर यहाँ से आप क्या बोलेंगे दैट इससे पहले आप क्या कॉल कर लिए टी से दैट इज नाउ 9 प्लस 5, ठीक है इस आर से आपने आगे क्या कर दिया प्लस टी आर कॉल कर दिया प्लस टी एंड आर, 9 प्लस 5 3 प्लस तो इससे आपका नंबर कॉल कर दिया, ये 2 आ जाएगा, और अब यहाँ पर आपको क्या करना है मैसेज क्या प्रिंट करना है, ठीक है जैसे ये प्लस टी इतना एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हमने मैसेज लिखा है एक प्रिंट प्लस प्लस प्रिंट करना है आपको, ठीक है फिर यहाँ पे सेम प्रिंट प्लस, ठीक है और नम की लेके क्या बोल रहे हैं नम डॉट वैल्यू आप जो भी लेंगे, जैसे नम डॉट वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी दैट इज 9, ऐसे ले ली मैंने 5, तो जैसे ही आप नम डॉट वैल्यू एग्जीक्यूट करेंगे मैं ले लिया 2, वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्रिंट होगी, तो जहाँ जहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है वही आउटपुट में प्रिंट करना है, इस आर को हम नल पुट कर देते हैं, आगे एक प्रोडक्शन आपका दैट इज नल, देखिए 9 पहला 9, जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ कैसे होगी आपकी देखिए लेफ्ट टू राइट और बॉटम टू अप जाना है, ऐसे स्टार्ट किया आपने दिस पॉइंट, जैसे आपने num.9 एग्जीक्यूट किया 9 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे आप इस पार्ट को एग्जीक्यूट किया, ठीक है प्लस कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है देखिए एस से टी कोई टास्क नहीं, टी से आपने स्टार्ट किया नम ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आर का प्रोडक्शन आपने प्लस देखा प्लस पे कुछ नहीं करना है, फिर टी विजिट कर रहा है कुछ नहीं करेंगे, टी से नाम है num.value 5 तो 5 क्या हो जाएगी आपकी प्रिंट हो जाएगी, फिर यहाँ पे आया दैट इज दिस टास्क, फिर अगेन जैसे आप आर पे जाएंगे आर के पहले आपको क्या करना है प्लस प्रिंट प्लस करना है, ठीक है ये मैसेज एग्जीक्यूट होगा प्लस टी एग्जीक्यूट होने के बाद आपको प्लस प्रिंट करना है, प्लस प्रिंट कर दिया, आफ्टर दैट यहाँ आया अगेन आर से प्लस कोई टास्क परफॉर्म नहीं करना है, फिर टी अगेन देयर इज नॉट इन टास्क num.2 प्रिंट करनी है 2 प्रिंट कर दिया, और फिर 2 प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे आ गए दैट अगेन आर पे जाने के पहले आपको क्या करना है प्लस प्रिंट करना है, ये प्लस प्रिंट होगी, आर से नल एग्जीक्यूट हुआ एंड यू गो टू रूट, ठीक है दैट पूरा बात कवर कर लिया आपने, तो 9 5 प्लस 2 प्लस तो कौन सा ट्रांसलेशन दिख रहा है आपको दैट इज इजी रहेगा, ठीक है 9 5 2 5 प्लस बी इज करेक्ट ऑप्शन, और इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना रहेगा, ट्रांसलेशन स्कीम दी है आपको, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर द ग्रामर विद द फॉलोइंग ट्रांसलेशन रूल्स एज द स्टार सिंबल ई, ठीक है ये आपका स्टार सिंबल से कंप्यूट ई डॉट वैल्यू फॉर अ रूट ऑफ द पास ट्री फॉर द एक्सप्रेशन दिस, देखिए ई डॉट वैल्यू कंप्यूट करना है आपको इस एक्सप्रेशन के लिए, अब यहाँ पे वैल्यूज क्या दी है आपको एल का ई टेंड्स टू ई1 हैश टी, इसका एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है आपका सिमेंटिक रूल्स क्या दिया ई डॉट वैल्यू प्लस ई1 डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू, यानी ई1 की वैल्यू और टी डॉट वैल्यू दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, यहाँ पे ई डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू असाइनमेंट करना है, यानी ई से टी लिखा है सेकंड प्रोडक्शन है ई का, फिर टी का प्रोडक्शन है एंड के प्लेस पे क्या करना है आपको दैट इज प्लस प्लस यूज करना है, ठीक है और एफ के लिए आप डायरेक्टली क्या साइन कर रहे हो एफ टेंड्स टू नम तो एफ डॉट वैल्यू में नम डॉट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दैट इज द वे, सो आपको रूट को कैलकुलेट करना है, ठीक है जनरली हम यहाँ पर अगर देखें तो पहले हम ट्री से देखते हैं, ठीक है डायरेक्ट वे में भी इसको जनरेट कर सकते हैं, फर्स्ट राइट विद द ट्री, देखिए हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखिए फर्स्ट आपने क्या बोला रूट इज ई, फास्ट कंस्ट्रक्ट करना है आपको दैट इज ई से आपने फर्स्ट लिखा e1 हैश टी, ठीक है e1 जस्ट इज अ सबस्क्रिप्ट, ठीक है e1 जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है इट इज आल्सो कॉल्ड द सेम प्रोडक्शन लाइक ई, देखिए एक हैश मिल गया आपको, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर एक हैश के बाद एंड चाहिए आपको, फिर हैश चाहिए फिर एंड चाहिए, देखिए एंड आप किसके थ्रू ला सकते हैं टी के साथ, यहाँ से पहले आप एक हैश को जनरेट करें दैट इज लाइक e2 हैश टी, अब इन दोनों हैश के बीच में एक एंड हो जाएगा, ठीक है और लास्ट में इस टी से एक और एंड ले लेंगे दैट इज टी एंड, ठीक है दैट इज t1 एंड f, t1 एंड f लिख दिया हमने टी का प्रोडक्शन, ठीक है तो इसके लिए अगर आपने अगेन लिख दिया दैट इज लाइक t2 एंड f, ठीक है कैन राइट लाइक दिस, अब देखिए आप एक हैश फिर एंड फिर हैश फिर एंड, दैट इज द पैटर्न ऑफ हैश एंड एंड, इस तरीके से आपने ट्री कंस्ट्रक्ट कर ली, अब आपको जस्ट क्या करना है टर्मिनेट करना है, यानी कि f डॉट वैल्यू तक जाना है हमको, इस हैश के पहले इसके थ्रू आपको एक वैल्यू चाहिए, t2 से आपने t कॉल कर दिया, t से f कॉल कर दिया, ठीक है एंड f से आप क्या कर देंगे वैल्यू जनरेट कर देंगे, ठीक है f डॉट नम, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे t से f और f से आपने क्या ले लिया नंबर ले लिया, तो हम क्या बोलेंगे नम डॉट वैल्यू f डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नम डॉट वैल्यू, ठीक है यहाँ पे अगेन t1 से f से नंबर दैट f से डायरेक्ट नंबर एंड हियर f टू डायरेक्ट नंबर, ठीक है नाउ आफ्टर दैट अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे नम डॉट वैल्यू एंड नम डॉट वैल्यू कितनी आई आपकी, तो भी वैल्यू आप स्ट्रिंग में लिखिए तो कंसीडर कर सकते हैं दैट इज 2, 2 इज ट्रांसफर टू हियर, f डॉट वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है f डॉट वैल्यू कंप्लीट लिखेंगे आप, दिस f डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, ठीक है सेम यहाँ पे नम डॉट वैल्यू कितनी आई आपकी दैट इज 3, फिर f डॉट वैल्यू 3 होगी, अब नम डॉट वैल्यू दैट इज 5, ठीक है 5 यहाँ पे आ जाएगा, फिर दैट इज t2 से भी आपको जनरेट करना है, ये 2 लग गया हमारे बीच में दैट इज 10, फिर f कॉल किया आपने f से, फिर अगेन यहाँ पर इस नम के लिए दैट नेक्स्ट वैल्यू क्या लिख दिया हमने 6 डॉट वैल्यू 6 f इज 6, फिर यहाँ पे लास्ट वैल्यू नम डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है सो दैट केस इस तरीके से आप लिखेंगे, फिर अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं जैसे हमने एग्जीक्यूट किया f डॉट वैल्यू t पे जाएगी, f की सारी वैल्यू कहाँ पे जाने वाली है आपकी t पे, t डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू 2, ठीक है दैट इज अगेन 3, ठीक है जस्ट वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं दैट इज 6, अब हमें पता है कि इस t को कैलकुलेट करना है, ठीक है तो ये t1 और f के बीच में एंड ऑपरेशन, एंड का मीनिंग क्या दिया जब जैसे ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करेंगे t डॉट वैल्यू इक्वल्स टू t1 वैल्यू प्लस f एंड, तो t1 वैल्यू प्लस f वैल्यू इन दोनों में एडिशन करना है, 5 प्लस 3 कितना हुआ आपका 8, ठीक है फिर हमने लिखा 6 प्लस 4 दैट इज 10, तो 10 आ जाएगा, ठीक है जहां एंड है वहां पे एडिशन है 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 3 8, t डॉट वैल्यू जो आएगी वो t से आ रही है दैट इज 2, हैश ऑपरेशन है बिटवीन e2 and t, तो दैट इज 8 into 2 कितना आएगा 16, 16 यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है एंड 16 into 10 दैट इज e डॉट वैल्यू एट रूट इज इक्वल्स टू 160, 160 इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है क्या आएगा आपका 160, 160 इज द करेक्ट आंसर, गॉट इट, बिकॉज़ यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जहां हैश लिखा है मल्टीप्लिकेशन, देखिए अगर इफ यू यूज दैट एक्सप्रेशन ओनली, ठीक है अगर हम हैश मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं दैट इज प्लस 5 into 6 प्लस 4, देखिए यहाँ पे टास्क क्या है जनरली हम बोर्ड मास रूल से जो आंसर निकालते हैं वो तो आता ही आपका, ठीक है हमने यहाँ पे इसको बोर्ड मास रूल से एग्जीक्यूट किया, तो उस एक
करस्पॉन्डिंग आप डायरेक्टली बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें। पहले मल्टीप्लिकेशन 3 into 2 सॉल्व किया हमने, दैट इज 6, ठीक है, प्लस अगर हम यहाँ पे 5 into 6 करते हैं तो दैट इज 30 प्लस 4, ये क्या होगा आपका 40 आंसर आएगा। बट 40 इज नॉट राइट आंसर, इस तरीके से आपने कहा आंसर क्या बोल देंगे आप 40, बट अकॉर्डिंग टू ट्री पास ट्री और प्रोडक्शन रूल लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग 40 नहीं आना चाहिए आपका। लेकिन डायरेक्टली इक्वेशन से कैसे रन करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसका राइट आंसर आपको क्या आना चाहिए, तो जो भी प्रोडक्शन है उसमें जो ऑपरेशन देखिए हमें अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल में पता है मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्शन रूल दिया है इसके बेसिस पे जो प्रोडक्शन ऑपरेटर वाइज अगर आप देखें जैसे n प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, h को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका दैट इज मल्टीप्लिकेशन, तो जिसका प्रोडक्शन बाद में आ रहा है उसका प्रेसिडेंस ज्यादा होगा। जैसे कि e से आप इवन h t कॉल कर रहे हैं, फिर इस t के थ्रू आप n ऑपरेटर को कॉल कर रहे हैं, n ऑपरेटर का प्रोडक्शन ग्रामर में बाद में आएगा, ठीक है, तो जिसका भी प्रोडक्शन बाद में आएगा उसका प्रेसिडेंस ज्यादा होगा, सबसे लास्ट में आ रहा है हाईएस्ट प्रेसिडेंस, ठीक है। तो अभी दो ऑपरेटर आपके h and n, तो n का प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट होगा एज कंपेयर टू h, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे 10 n, यानी कि पहले प्लस एग्जीक्यूट करना है आपको और उसके बाद आपको क्या करना है n एग्जीक्यूट करना है। तो प्लस और n आप चेक कैसे करेंगे, व्हाट हाउ टू चेक द एसोसिएटिविटी हम कैसे चेक कर रहे हैं, तो दैट केस हम क्या बोलेंगे जब भी आप प्लस यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने यहां पे t से t कॉल किया एंड दैट इज 10%, तो यहां पे प्लस यूज करेंगे, ठीक है। सो इस प्लस के करस्पॉन्डिंग आप देखें तो t से t कॉल हो रहा है, यानी कि प्लस जो है वो सेम वेरिएबल के थ्रू कॉल हो रहा है, t से t n प्लस, तो इसको आप बोलेंगे लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। यहां पे e से e and h, तो h इज आल्सो लेफ्ट एसोसिएटिव, ठीक है। अगर लेफ्ट रिकर्शन है तो दैट केस आप क्या बोलेंगे, वो लेफ्ट एसोसिएटिव है, अगर राइट रिकर्शन है तो राइट एसोसिएटिव, तो दैट केस आप क्या बोलेंगे यहां पर जब आप ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो आपको पहले प्लस एग्जीक्यूट करना है फिर मल्टीप्लाई, और प्लस में आपको लेफ्ट एसोसिएटिव और मल्टीप्लिकेशन में भी आपको लेफ्ट एसोसिएटिव रूल को क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर हम देखें सबसे पहले आपका क्या एग्जीक्यूट होगा 2 स्टार 3 प्लस 5 स्टार 6 प्लस 4, ठीक है। यहां पे लेफ्ट एसोसिएटिव यानी पहले 3 और 5 ऐड होंगे, दैट इज लाइक 2 and 2 3 प्लस 5 दैट इज 8 प्लस 6 और 4 ऐड होगा, ये मल्टीप्लिकेशन है, 6 और 4 ऐड हुआ आपका, ठीक है, प्लस पहले एग्जीक्यूट होगा 3 प्लस 5 दैट इज 8 तो यहां पे कितना आ गया 6 और 4 10, देखिए 2 into 8 into 10 दोनों मल्टीप्लिकेशन है, लेफ्ट राइट एग्जीक्यूट कर देंगे आप, दैट इज 16 into 10 दैट इज 160, यहां पे डायरेक्ट निकाल दिया आंसर, रिवाइंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो आपको दो चीजें याद रखना है, एक तो क्या है जो सबसे लास्ट में ऑपरेटर आ रहा है उसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, और लेफ्ट रिकर्शन है तो लेफ्ट एसोसिएटिव है, यानी कि सेम ऑपरेटर दो बार आ रहे हैं, पहले लेफ्ट वाले का फिर राइट वाले को सॉल्व करना है, ठीक है, दैट इज ये दो चीजें याद रखनी है आपको, इसका डायरेक्ट आंसर निकाल फर्स्ट भी सॉल्व केयरफुली, अदरवाइज प्लीज आपका आंसर राइट आएगा दैट इज 160, ठीक है। देखिए रॉन्ग ऑप्शन भी गिवन है दैट इज 40, इट में पॉसिबल क्या 40 लगा दूं, ठीक है, तो सॉल्व इट केयरफुली, तो 160 इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया आपको, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसलेशन स्कीम एज टेंड्स टू ER, ठीक है, आ से स्टार E प्रिंट स्टार, ये प्रिंट मैसेज पूरा प्रिंट लिखा था इस प्रोडक्शन के बीच में स्टार ER के बीच में मैसेज आता है, दैट इज नल, फिर लिखा E टेंड्स टू F प्लस E, इसके बाद लिखा प्रिंट प्लस एंड दैट्स डायरेक्टली F कॉल किया, F से दिस ID प्रिंट ID, ठीक है। सो हियर ID इज अ टोकन दैट रिप्रेजेंट एन इंटीजर एंड ID डॉट वैल्यू रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डिंग इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अगेन वही कि ID का जैसे एग्जीक्यूट करेंगे ID डॉट वैल्यू क्या करेगा प्रिंट कर देगा corresponding that integer value, both input this 2 star 3 plus 4 this translation scheme print क्या आउटपुट आएगा आपका इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए। देखिए यहाँ पे अगर हम लिखें that is s tends to ER, पहला प्रोडक्शन क्या आपका that is s tends to ER, फिर E से आपने लिखा, देखिए आपको क्या चाहिए स्टार प्लस, ठीक है 2 स्टार प्लस 3 प्लस 4, तो पहले आप क्या चाहते हैं स्टार, ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर इस E के करस्पॉन्डिंग अगर आपने F प्लस E लिखा तो पहले प्लस आ जाएगा और फिर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन, बट वी वांट टू मल्टीप्लिकेशन साइन बिफोर इन दिस स्ट्रिंग, तो आप पहले आ से यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखें that is स्टार E and that is R, ठीक है, इसके बीच में मैसेज प्रिंट करना है आपको, तो मैसेज हम बाद में प्रिंट करेंगे। अब स्टार ER फर्स्ट ट्राई टू जनरेट स्ट्रिंग, पहले हमें स्ट्रिंग ट्राई करना है जनरेट करने के लिए, तो देखिए इस स्टार के पहले एक डिजिट चाहिए तो E से F और F से ID जनरेट कर देंगे आप, ठीक है, तो E से आपने बोल दिया F तो F से आपने जनरेट कर दिया that is ID, ठीक है। ID डॉट वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएगी, फिर एक स्टार आ गया आपका, फिर अगेन E से क्या कॉल कर लेंगे आप that is E से अब E स्टार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चाहिए प्लस, यहाँ से कॉल कर लिया हमने F प्लस E, F प्लस E, ठीक है। देखिए इसके बाद एक मैसेज प्रिंट करना है आपको F प्लस E के बाद और एक R को आपने यहाँ पे इनपुट कर दिया, ठीक है। देखिए ID स्टार, फिर यहाँ से आप ID ले लेंगे ID स्टार ID प्लस E से F F से ID, ठीक है, ID स्टार प्लस ID, ये तो आ गया आपका व्हाट इज आउटपुट, देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, तो दैट केस आप क्या बोलेंगे दैट इज दिस ID स्टार, इस पर्टिकुलर जैसे आपने स्टार E एग्जीक्यूट किया यहाँ पे प्रिंट करना है आपको क्या स्टार प्रिंट स्टार, तो F प्लस E जैसे कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा आपको प्रिंट करना है प्लस प्रिंट प्लस, ठीक है, एंड इन दैट केस F ID डॉट वैल्यू प्रिंट करेंगे आप ID डॉट वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। जैसे आपका F to ID एग्जीक्यूट होगा दैट इज 2 3 4 लिख देते हैं हम, एक्जेक्टली आपको एक्सप्रेशन जनरेट होगा 2 स्टार 3 प्लस 4 दैट इज दिस स्ट्रिंग, नाउ एग्जीक्यूट रन दैट स्ट्रिंग, तो देखिए फर्स्ट 2 एग्जीक्यूट हुआ 2 प्रिंट हो गया आपका, फिर 2 के बाद आप यहाँ पे स्टार स्टार के करस्पॉन्डिंग कोई ऑपरेशन नहीं, तो जैसे 3 विजिट किया 3 प्रिंट हुआ आपका, के बाद यहाँ पे आए दैट इज प्लस कोई ऑपरेशन नहीं, फिर F डॉट ID अगेन ID प्रिंट हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। 4 के बाद आप देखें 2 3 4 आया आपका दैट इज प्लस साइन दिख रहा है आपको, पहले ये एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट प्रिंट प्लस, फिर आपके जैसे ऊपर जाएंगे स्टार प्रिंट हो जाएगा एंड टू एग्जीक्यूट दैट नल के करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन नहीं, तो 2 3 4 प्लस स्टार दैट इज द आउटपुट, 2 3 4 प्लस स्टार यानी कि D इज द राइट आंसर, ठीक है। 2 3 4 प्लस स्टार गॉट इट, ठीक है, आउटपुट इज D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपको, व्हाट डज इट कंप्यूट, एक ग्रामर दिया आपको, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दैट ग्रामर, देखिए फर्स्ट ऑप्शन के सिंपल ट्रांसलेशन स्कीम दैट कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स, सेकंड दैट कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स, पोस्ट टू प्री एंड पोस्ट टू इनफिक्स, ठीक है। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, से आप दूसरे एक्सप्रेशन में क्या कर रहे हैं कन्वर्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामर, तो आप कैसे करेंगे, तो लेट्स ट्राई फॉर एनी स्ट्रिंग, ठीक है, कोई भी कंस्ट्रक्ट करे फॉर रैंडम इनपुट, हमने लिखा फर्स्ट E टेंड्स टू TR, ठीक है, T और R आ से आपने लिखा दैट इज प्लस T R1, ठीक है, प्लस T R1 जैसे आपने लिखा यहां पे दैट इज दिस, इसके बाद आपने क्या लिखा यहां पे मैसेज दैट इज प्रिंट प्लस, ठीक है, प्लस प्रिंट कर देंगे इन दैट केस अब T से हमने कोई ID वैल्यू ले ली, ठीक है, T से यहां से ID ले लिया आपने दैट इज R1 इज नल, ठीक है, तो ID प्लस ID इस R1 से नल प्रिंट कर दिया हमने, ये ID से ID जनरेट कर दिया यहां से ID, अब देखिए प्रिंट ID डॉट नेम, क्या बोल रहा है ID का नेम प्रिंट करना है, कोई भी ID की वैल्यू ले ली, मैंने लाइक A ले लिया, कोई हमारी वैल्यू ले सकते हैं यहां पे भी ले लिया, ठीक है। तो जैसे ID T टेंड्स टू ID एग्जीक्यूट करेंगे आप, यहां पे क्या प्रिंट होगा ID का नेम, when you execute T टेंड्स टू ID it prints the name of ID that is A प्रिंट हो गया, फिर यहां पे आया there is not any task T प्लस, ठीक है, यहां पे प्लस T के करस्पॉन्डिंग कोई टास्क नहीं है आपका, फिर आपने अगेन ID विजिट किया ID का नेम प्रिंट कर दिया that is this, ठीक है, तो जैसे ये आया प्लस साइन प्रिंट होगा आपका that is प्लस, ठीक है, एंड जैसे आपने यहां पे एग्जीक्यूट किया R1 टेंड्स टू नल, तो आउटपुट इज दिस, इनपुट क्या था आपका स्ट्रिंग देख रहे हैं आप, तो A प्लस B स्ट्रिंग की पास ट्री आपने कंस्ट्रक्ट किया, दिस पास ट्री इज फॉर दिस स्ट्रिंग,
एंड आउटपुट इज दिस। तो देखिए ये इनफिक्स था आपका और ये क्या है आपका पोस्टफिक्स, तो इनटू पोस्ट में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज द राइट आंसर, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन, कन्वर्ट फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। गॉट इट? और एक्सप्रेशन नंबर 5, गिवन द सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन बिलो विद सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन दिए, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट वैल्यू by drawing annotated parse tree for the expression 3 plus 4 into 5 plus 6 compute the value of input expression। input expression की वैल्यू कंप्यूट करना है, ठीक है। सो व्हाट इज आंसर? आंसर क्या आएगा आपका? तो देखिए आप या तो ट्री बना के देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर अगर हम देखें तो पहले जो ऑपरेटर लास्ट में आ रहा है वो विजिट होगा, और एसोसिएटिविटी क्या होगी? तो देखिए एग्जैक्टली एक ब्रैकेट अगर आप देखें तो सबसे लास्ट में ब्रैकेट दिख रहा है, दैट इज दिस हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट, की पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट में जो भी ऑपरेटर है दैट इज 3 plus 4 यानी कि 7 into 6 plus 5 दैट इज 11, ये 11 into 7 5 77, दैट इज द आंसर। फिर डायरेक्टली निकल गया आपका। 3 से हम इसको चेक करते हैं, देखिए ई से E1, L से E, E से T, ठीक है, एंड E से E1 plus T। तो पहले E से T की प्लेस पे आप डायरेक्टली चलते हैं, पहले E1 plus T क्योंकि हमें इसको ग्रो करना है, दैट इज E1 plus T, ठीक है। ठीक है, प्लस के लिए प्लस साइन यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, दैट इज E1 plus T। हां, E1 plus T आपने जैसे जनरेट किया, इन दैट केस आप क्या करेंगे? आपको जस्ट क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट बनाना, दैट इज F। इसे इफ यू कॉल T, T से T स्टार F, ठीक है। तो हम E से E plus T नहीं ले सकते यहाँ पर, इट डज नॉट जनरेट द स्ट्रिंग, बस जनरेट E to T, दैट इज राइट, ठीक है। फ्रॉम E to T एंड T से हमने यहाँ पे लिखा दैट इज T1 स्टार F, ठीक है। T1 स्टार F, अब F से आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? दैट इज ओपनिंग ब्रैकेट E क्लोजिंग ब्रैकेट, फिर तो T से यहाँ पे अगेन F कॉल कर दिया हमने, E ओपनिंग ब्रैकेट E क्लोजिंग ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट आ गए, इसके बीच में स्टार है। E से आप क्या करेंगे? दैट इज सम फाइंड करना है, तो E1 plus T ये कॉल कर दिया यहाँ पे, इन E1 plus T, ठीक है। नेक्स्ट E1 से आप E से क्या लेंगे? T, T से F, और F से ID की वैल्यू ले लेंगे आप, F से डिजिट, ठीक है, दैट इज डिजिट। तो T से F, F से डिजिट, लेकिन यहाँ पे E से T, T से F, F to डिजिट, एंड दैट इज T to F एंड F to, ठीक है। डिजिट आ गई, ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा आपका। फर्स्ट डिजिट क्या लेंगे आप? डिजिट डॉट लेंथ वैल्यू, ठीक है, इसकी जो भी वैल्यू आपकी आपने फर्स्ट डिजिट ली दैट इज 3, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनपुट स्ट्रिंग, तो क्या आएगी आपकी? दैट इज 3। इधर से क्या लेंगे आप? 4, 3 plus 4, यहाँ 3 आया, यहाँ 4 आया। तो जैसे आप ये एक्सप्रेशन E plus T एग्जीक्यूट करते हैं, आपको दोनों को ऐड करना है, जस्ट 3 plus 4 7, यहाँ पे 7 आ गया आपका, दिस ब्रैकेट। तो यहाँ पे सेम आप ले लेंगे 5, दैट इज 6, 5 plus 6 दैट इज 11, ठीक है। हां 7 और 11, अब जैसे 7 और 11, 7 यहाँ पे आ गया आपका, F पे 11 आपका यहाँ पे आ गया, दैट इज E F पे 7 का ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 7 और 11, ये स्टार F क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन, 77 goes to here, goes to here, this B is the correct answer, करेक्ट। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डायरेक्टली भी हम अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी हम देखते हैं, उसे चेक कर सकते हैं, प्रेसिडेंस आप देख सकते हैं, तो लास्ट में आ रहा है उसका एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द एट्रिब्यूटेड ग्रामर N1 N2, ठीक है, N2C N1.cnum equals to N2.cnum plus 1, N1.dnum equals to N2.dnum, फिर N1 का प्रोडक्शन है आप N2D। देखिए यहाँ पे N is just a single variable, देखिए नंबर ऑफ N, नंबर ऑन N आप जस्ट डिस्टिंग्विश दें, ठीक है, यानी कि आपका एक ही वेरिएबल है, दैट्स N ओनली, N के सारे प्रोडक्शन है, बट जो नंबर आपने सब्सक्रिप्ट यूज किया दैट इज फॉर ओनली फॉर डिस्टिंग्विश, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N.cnum एंड N.dnum, ठीक है, N.cnum और N.dnum की वैल्यू क्या होगी? व्हेन वी कंप्यूट द एट्रिब्यूट फॉर द इनपुट स्ट्रिंग CCC स्ट्रिंग के लिए आप अगर पास बनाते हैं, उसको कंप्यूट करते हैं इस स्ट्रिंग को, तो आपका जो आउटपुट आएगा, देखिए C एंड Cnum और Dnum की वैल्यू क्या होगी? देखिए Cnum Dnum तो वेरिएबल हम यहाँ पे एक्जीक्यूट रन कर रहे हैं, जस्ट कुछ नहीं, जैसे एक्सप्रेशन एक्जीक्यूट किया आपने, की वैल्यू क्या करना है आपको? एक्जीक्यूट करना है। देखिए इनिशियली हम क्या बोल रहे हैं, जैसे आप टर्मिनेट करते हैं जब टर्मिनल लेवल पे, तो Cnum की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, और Dnum की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 0 होगी। यहाँ पे Cnum 0 और Dnum कितना बने, यानी D से टर्मिनेट किया तो Cnum 0 Dnum 1, प्लस C से टर्मिनेट किया तो Cnum 1 एंड Dnum इज 0। तो इस तरीके से आपको एक्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो दैट केस हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ट्री दैट N1 to N2C, ठीक है, दैट इज दिस। अब यहाँ पर आपको स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग चलना है, दैट इज C डबल डी सी स्ट्रिंग आपको अगर जनरेट करना है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? पहला इनपुट C आना चाहिए, बट फिर डबल डी एंड C, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग बनेगी लाइक स्टार्ट विद N रूट नोट N, तो रूट नोट N बनाया हमने यहाँ पे। नाउ N से अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो देखिए स्ट्रिंग आपको C डबल डी सी जनरेट करना है, सो मान लीजिए मैंने N से यहाँ पे कॉल किया, दैट इज NC, द प्रोडक्शन ऑफ NC लेते हैं, इज इट पॉसिबल फॉर दैट? यस, इससे आपने यहाँ पे लिख दिया दैट इज ND, ठीक है, फिर यहाँ से आपने ले लिया ND, ठीक है, और यहाँ से आपने ले लिया C, ठीक है, C डबल डी सी जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप इसको N2 बोल सकते हैं, ठीक है, दैट इज N2D N2 N3 जो भी नंबरिंग लेंगे आप, दैट इज दिस N2, ठीक है। यहाँ से आपने ले लिया दैट इज दिस लाइक दिस N2 3, ठीक है। तो सबसे आप यूज कर सकते हैं जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो C डबल डी सी स्ट्रिंग आपकी जनरेट हो गई है, देखिए। अब आपको वन बाय वन लेवल वाइज इसको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे आप? फर्स्ट N2C कॉल किया आपने, दैट इज दिस, इन दैट केस क्या होगा? तो आप N से C एग्जीक्यूट करते हैं, C नम की वैल्यू 1 और D नम की वैल्यू क्या करना है आपको? 0, यानी यहाँ पे इस लेवल पे जैसे ये प्रोडक्शन एग्जीक्यूट हुआ, D डॉट नम इज इक्वल्स टू 0 1 एंड D डॉट नम इज इक्वल्स टू 0, क्या आ जाएगा आपका? आफ्टर दैट आपने ये प्रोडक्शन एग्जीक्यूट किया N2 ND, ठीक है, N से आपने क्या लिखा? दैट इज ND, N से ND, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या बोलते हैं? जो C नम है आपका वो एज इट इज रहेगा, N1 डॉट C नम, यानी कि इस N2 का C नम जो आपने कैलकुलेट कर रखा है उसके इक्विवेलेंट होगा यहाँ पे आपका जो है C डॉट नम, यानी कि यहाँ पे N डॉट C नम, दैट इज नॉट C डॉट नम, N डॉट C नम एंड N डॉट D नम। C नम की वैल्यू जो भी है यहाँ पे N2 की, ठीक है, इस वेरिएबल को N2 बोल रही है, ये एज इट इज C नम कॉपी होगा, और D नम की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी, यानी इस लेवल पे अगर आप इसको N2 बोलते हैं लाइक दिस N2, इसको हम बोलते हैं N2 डॉट C नम इज एक्जेक्टली 1, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस जो है वैसे डिजाइन आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं है, एज इट इज लिखा। D नम में आपको क्या करना है? D नम प्लस 1 कर देना है, N2 डॉट D नम इक्वल्स टू D नम प्लस 1, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1, ये दोनों 1 हो चुके हैं आपके। अगेन आपने N2 का प्रोडक्शन क्या लिखा? दैट इज N2D, तो यहाँ पे ND, अगेन C नम एज इट इज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, इसको भी अगर आप N2 बोल दें N2 डॉट नम इक्वल्स टू C नम इज इक्वल्स टू 1 एंड N2 डॉट D नम में आपको क्या करना है? और D नम में प्लस 1 वैल्यू करना है, जो उसकी चाइल्ड की वैल्यू 1 प्लस 1 दैट इज 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। नाउ N से C एग्जीक्यूट किया, तो N से C यानी कि ये वाला प्रोडक्शन यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? C नम में प्लस 1 करना है एंड D नम एज इट इज लेना है, ये लिखा है आपका कि N डॉट C नम जो होगा आपका दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 दैट इज 2 एंड
n डॉट dnum जो होगा आपका दैट इज बस 2 कितना आएगा आपका दैट इज 2 + 1 ठीक है दैट इज 2 एंड यहां पे बनाया ये एज इट इज dnum ठीक है तो 2 था तो 2 ही रहेगा दैट इज 2 ओनली सो n डॉट cnum and n डॉट dnum at root is 2, 2 the option is C is the answer n dot cnum and n dot dnum is 2, 2 at the root got it so C is the correct answer ये आंसर आपका करेक्ट होगा थैंक यू L attributed syntax directed translation. तो S attributed syntax directed translation क्या होता है? तो देखिए syntax directed translation का मीनिंग आपका ये that you use the syntax and semantic analyzer together ठीक है and you generate semantic rules with each production of the attributed grammar ठीक है जो भी आप attributed grammar use कर रहे हैं. So S attributed syntax directed translation क्या होता है आपका? If SDT use only synthesized attributes it is called S attributed syntax directed translation. यानी जो आपका synthesized attribute होता है अगर सिर्फ वही यूज करेगा syntax directed translation में then it is called S attributed SDT. यानी सिर्फ syntax directed translation is used then it is called S attributed SDT. S attribute are equivalent in bottom up parsing as the value of parent node depends on the value of child node ठीक है यानी कि हम syntax directed translation में जो attributes यूज कर रहे हैं synthesized attribute in which क्या होता है आपका जो भी parent की value है वो child से calculate होती है ठीक है and the value of child node is transferred to a parent node ठीक है तो child value को आपको वहां पे ट्रांसफर करना है parent node पे ट्रांसफर करना है so that's why it is like a bottom up parsing की तरह क्या होगा आपका यूज होगा now semantic action are placed in a rightmost place of right hand side ठीक है यानी कि जो भी एक्शन है आपकी rightmost place of right hand side का मतलब क्या हुआ कि आपने मान लीजिए कोई भी प्रोडक्शन का आइडेंटिटी बीसी तो इसकी जो सेमेंटिक एक्शन है ये इस प्रोडक्शन के rightmost part में right hand side के rightmost part में यूज करेंगे यानी इसका जो भी मीनिंग है किस एट्रिब्यूट किस नॉन टर्मिनल के एट्रिब्यूट की वैल्यू किस नॉन टर्मिनल के एट्रिब्यूट पे डिपेंड कर रही है दैट इज द मेंशन इन rightmost part क्लियर नाउ हम क्या बोलते हैं एस का एट्रिब्यूट कब होगा जब यहां पे हम क्या बोलते हैं पेरेंट की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है चाइल्ड पे डिपेंड कर रही है ठीक है यानी कि अगर मैं यहां पे बोलूं इस पर्टिकुलर केस के लिए एस एट्रिब्यूट के लिए आपने ये लिखा दैट इज दिस a tends to b c ठीक है सो इन दैट केस आप क्या बोल सकते हैं कि a डॉट वैल्यू जो है आपकी वो कहां से कैलकुलेट हो सकती है दैट एट्रिब्यूट वैल्यू a इज डिपेंड्स ऑन या तो आप देखिए इसको डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं या b के थ्रू डायरेक्टली जो भी वैल्यू आ रही है b किसी और के थ्रू कन्वर्ट हो सकता है ठीक है तो इसको इस तरीके से अगर हम लिखते हैं लाइक दिस इधर हमने कहा a डॉट a की वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करनी है ठीक है तो मैंने लिखा है a डॉट i इक्वल्स टू f ऑफ b डॉट i और c डॉट i ठीक है b डॉट i और c डॉट i यानी a की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है b पे या c पे तो a डिपेंड्स ऑन b और c दैट मींस पेरेंट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड सो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड एट्रिब्यूट चाइल्ड से पेरेंट पे हम सॉरी सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट चाइल्ड से पेरेंट पे हम क्या करते हैं ट्रांसफर करते हैं दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट क्लियर सो f ऑफ को लिखा हम फंक्शन के थ्रू हम यहां पे क्या बोलते हैं कि b की वैल्यू जो भी आप कैलकुलेट करेंगे b को कॉल किया आपने b से जो भी आप कैलकुलेशन होगा यानी हो सकता है b इज अगेन जनरेट सम प्रोडक्शन दैट b इज अगेन डिपेंड्स ऑन सम अदर एट्रिब्यूट ठीक है किसी और वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है किसी और नॉन टर्मिनल की वैल्यू पे तो फंक्शनली आप जितना भी कैलकुलेट करेंगे b में जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आपको क्या करना है a में असाइन करना है सेम ठीक है या तो b से या c से दोनों में से किसी भी एक को आप यहां पर यूज कर सकते हैं दैट इज दिस या फिर आप दोनों के कॉम्बिनेशन के थ्रू भी आप असाइन कर सकते हैं सो अल्टीमेटली आपका चाइल्ड से पेरेंट पे जा रहा है दैट मींस इट इज S attributed SDT ठीक है सिर्फ अगर आपका चाइल्ड से पेरेंट वाला लॉजिक यानी सिर्फ सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट अगर यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड S attributed SDT नाउ नेक्स्ट वन इज L attributed SDT तो L attribute में क्या होता है आपका if SDT use both synthesized attributes and inherited attributes यानी कि synthesized भी यूज करेगा और inherit भी यूज करेगा with the restriction that inherited attributes can inherit value from left sibling only it is called L attributed SDT यानी कि देखिए आपके एट्रिब्यूट्स दो टाइप के होते हैं या तो S attribute हो सकते हैं या L यहां पे जो हम डिफाइन कर रहा है कैटेगरी ठीक है एट्रिब्यूट ग्रामर में अगर हम बात करें तो आपके दो टाइप हो सकते हैं दैट इज सिंथेसाइज्ड एंड इनहेरिट तो अगर आप सिर्फ सिंथेसाइज यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड S attributed और अगर आप दोनों यूज करते हैं सिंथेसाइज्ड एंड इनहेरिट दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड L attributed ठीक है अब इनहेरिट में आपने रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया है इनहेरिट में हम ये बोल रहे हैं कि जो भी नोड है उसकी एट्रिब्यूट की वैल्यू या तो आप पेरेंट से लेंगे या फिर इनहेरिट फ्रॉम लेफ्ट सिबलिंग ओनली ठीक है यानी कि इनहेरिटेशन में आप क्या बोलते हैं कि या तो लेफ्ट सिबलिंग से इनहेरिट करेगा या फिर वो मल्टीपल पेरेंट्स से तो लेता ही सिबलिंग में दो ऑप्शन थे आपके एक नोड उसके राइट और लेफ्ट दोनों से ले सकता है बट यहां पे हमने रेस्ट्रिक्शन क्या लगाया रेस्ट्रिक्शन दैट एट्रिब्यूट कैन इनहेरिट वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट सिबलिंग ओनली दैट इज कॉल्ड L attributed SDT उसको आप क्या बोलेंगे L attributed नाउ एट्रिब्यूट इन L attributed SDT आर इवैल्यूएटेड फ्रॉम बाय दैट फर्स्ट एंड लेफ्ट टू राइट पासिंग मैनर यानी कि आपका लेफ्ट फर्स्ट एंड लेफ्ट टू राइट पासिंग मैनर में जाएंगे दैट सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि आउट से लेफ्ट तक जा रहे हैं ठीक है या पेरेंट से क्या बोलते हैं हो सकता है चाइल्ड में ट्रांसफर होगा दैट फर्स्ट एंड राइट मोस्ट वैल्यू ठीक है लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन पासिंग करेंगे उस पास ठीक है नाउ सिमेंटिक एक्शन आप प्लेस एनीवेयर इन राइट हैंड साइड तो सिमेंटिक एक्शन कहां भी आप प्लेस कर सकते हैं यानी कि जरूरी नहीं है आपको राइट हैंड साइड में राइट मोस्ट में प्लेस करना ठीक है लाइक यू कैन राइट दैट दिस अगर हमने कोई एग्जांपल का दैट इज दिस लाइक a tends to b c d ठीक है दैट इज दिस तो हम यहां पर जो भी एक्शन लिख रहे हैं किसी पर्टिकुलर b और c और d के बीच में भी हम एक्शन लिख सकते हैं लाइक यहां पे लिख दिया मैंने एक्शन यहां पे लिख दिया या यू कैन राइट एट द एंड आल्सो ठीक है मान लीजिए आपने यहां पे एक्शन लिखी दैट इज c डॉट i c की वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको तो c की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हमने बोला तो c की वैल्यू आप ओनली लेफ्ट सिबलिंग या जो भी आपके लेफ्ट साइड में पेरेंट है ठीक है यानी ऑब्वियसली c का पेरेंट होगा एंड या उसके लेफ्ट सिबलिंग दोनों में से किसी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो c डॉट i इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं आइदर b डॉट i ठीक है b डॉट i का मतलब क्या हुआ f ऑफ फंक्शन कॉल करके आप लिख रहे हैं b डॉट i और a डॉट i ठीक है यानी b की c की वैल्यू आप या तो b से ले सकते हैं या फिर a से ले सकते हैं c की वैल्यू या तो b से या a से, बट d से नहीं लेंगे अगर d से लिया आपने तो वो L attribute की कंडीशन जो हम बोल रहे हैं लेफ्ट सिबलिंग ओनली दैट डज नॉट फॉलो नाउ इसके बाद अगर आप यहां पर बोले कि a की वैल्यू दैट c इज डिपेंड ऑन b एंड a ठीक है अगर आप यहां पे b की वैल्यू लिख रहे हैं तो b डॉट i शुड बी ओनली a डॉट i ठीक है यानी b की वैल्यू सिर्फ कहां से ले सकते हैं आप a से ले सकते हैं ठीक है बिकॉज़ c एंड d इज राइट सिबलिंग c और d से नहीं ले सकते अब b की वैल्यू अगर आप बात करें तो b डॉट i इट डिपेंड्स ऑन ऑब्वियसली d आपका राइट मोस्ट है सो इट कैन बी एक्सेस द वैल्यू फ्रॉम b डॉट i ठीक है या हम यहां पे लिख सकते हैं b डॉट i और c डॉट i और a डॉट i किसी से भी वो वैल्यू फेच कर सकता है कि ऑल आर इन द लेफ्ट एंड a इज द पेरेंट सो पेरेंट से तो ले सकता है सो या तो पेरेंट से एक्सेस करेगा या दैट इज एक्सेस फ्रॉम लेफ्ट साइड ठीक है दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेड उसको इनहेरिट नेचर में यहां पे लिखा ठीक है तो अगर आपका यहां पे एसडीटी यूज बोथ सिंथेसाइज्ड एंड इनहेरिटेड यानी सिंथेसाइज्ड भी यूज कर सकता है इनहेरिटेड भी यूज कर सकता है ठीक है तो दैट इज कॉल्ड L attributed grammar सो दैट्स व्हाई हम बोलते हैं कि जितने भी आपके S attributed है ठीक है ये हमने एग्जांपल लिखा इन व्हिच यू क्लियरली सी दैट इट इज इनहेरिटेड नेचर ठीक है C किस पे डिपेंड कर रहा है B पे तो सिबलिंग से वैल्यू ले रहा है B किस पे डिपेंड कर रहा है A पे यानी पेरेंट से वैल्यू ले रहा है और D किस पे डिपेंड कर रहा है B C या A किसी से भी ले सकता है सो अगेन दैट ऑल आर फॉलो L attributed ठीक है यानी इनहेरिटेड एट्रिब्यूट के नेचर को फॉलो कर रहा है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड L attributed grammar ठीक है नाउ अब हम यहां पे अगर देखें तो S attributed की जो कंडीशन है S attribute में हम क्या बोल रहे हैं ओनली सिंथेसाइज्ड एट्रिब्यूट यूज कर सकते हैं बट L attribute में आप क्या बोलते हैं कि यू कैन यूज बोथ सिंथेसाइज्ड एज वेल एज इनहेरिटेड एट्रिब्यूट्स ठीक है तो सिंथेसाइज्ड और इनहेरिट दोनों कॉम्बिनेशन यहां आ रहे हैं तो यहां पे हम एक पॉइंट बोल सकते हैं कि एवरी दैट जितने भी आपके
एस एट्रीब्यूटेड है, ऑल आर एल एट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो हम यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं कि एवरी एस एट्रीब्यूट इज आल्सो एल एट्रीब्यूट, ठीक है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बिकॉज यहाँ पे एल एट्रीब्यूट को एस नहीं बोल सकते क्योंकि एम में हम इनहेरिटेशन यूज कर रहे हैं, बट एस में हम सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं, सिंथेसाइज यूज कर रहे हैं। So every S attribute is also an attribute, but vice versa is not true. ये reverse उसका true नहीं होगा. Got it? Now let's see one example. देखिए यहाँ पर हमें दो प्रोडक्शन दिए P1 and P2. That S tends to M. S dot value is equals to M dot value plus N dot value. तो देखिए S की वैल्यू हम कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं? M से और N से. ठीक है? S dot value is equals to M dot value plus N dot value. Now एक प्रोडक्शन आपका ये है. तो देखिए किस टाइप का नेचर यहाँ पे फॉलो हो रहा है आपका? S dot value क्या है आपकी? That is parent, यानी कि हम देखें तो अगर इसका ट्री देखते हैं तो that is M N, यानी M और N की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं आप? S में. इन दोनों को कैलकुलेट किया आपने और फिर S dot value. That is synthesized. इसको हम क्या बोलेंगे? Synthesized. ठीक है? ये synthesized है आपका. ये यानी कि आप इस पर्टिकुलर को S attribute बोल सकते हैं. ये इट इज S attribute. Now इसके लिए अगर हम देखें तो M dot value is equals to P into Q and P dot value is equals to Q dot value. अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? P Q की वैल्यू ले रहा है, यानी कि P जो चाइल्ड आपका था, चाइल्ड is take the value from its right sibling, but it is not allowed. हम क्या बोलेंगे? आपका P2 जो होगा that must be, यानी कि P की वैल्यू जो है वो Q से नहीं आनी चाहिए, राइट सिबलिंग से वैल्यू ले रहा है, ये L एट्रीब्यूट नहीं. ऑब्वियसली पहली टर्म, सो आप अगर किसी भी पेरेंट में या सिबलिंग से वैल्यू ले रहे हैं तो सिंथेसाइज तो नहीं होगा, S एट्रीब्यूट तो नहीं, L एट्रीब्यूट होगा, तो डेफिनेटली इट इज आल्सो नॉट L एट्रीब्यूट. ठीक है? क्योंकि P2 जो है वो आपका ना तो L एट्रीब्यूट है डेफिनेटली, क्योंकि P की वैल्यू Q से नहीं ले सकते आप, लेफ्ट चाइल्ड सिबलिंग की वैल्यू राइट से नहीं ले सकते, इट इज रेस्ट्रिक्शन. ठीक है? सो इन दैट केस ये आपके रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपका P2 जो होगा दैट इज नॉट L एट्रीब्यूटेड. ठीक है? P2 इज नॉट L एट्रीब्यूटेड. ठीक है? P2 आपका L एट्रीब्यूटेड नहीं होगा. S की अगर बात करें तो S यहाँ पे जो P बने दिस प्रोडक्शन इंडिविजुअली हम देखेंगे, मान लो दोनों एक ग्रामर में आपने प्रोडक्शन लिखा है, कंप्लीट ग्रामर बोलेंगे दैट इज नाइदर L एट्रीब्यूटेड नॉट S एट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये जो है आपका S एट्रीब्यूट को फॉलो नहीं कर रहा है. ठीक है? सेकंड वाला दैट इज डज नॉट फॉलो S एट्रीब्यूट, तो S एट्रीब्यूट के लिए ओवरऑल कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी. ठीक है? और सेकंड वाला L एट्रीब्यूट को भी फॉलो नहीं कर रहा है. ये सेकंड जो प्रोडक्शन है आपका नाइदर S नॉट M, यानी ओवरऑल अगर आप दोनों प्रोडक्शन को मर्ज करके बोलें तो इन दैट केस क्या बोलेंगे हम कि ये जो ग्रामर के दो प्रोडक्शन है, दिस टू प्रोडक्शन इज नाइदर S एट्रीब्यूटेड नॉट L एट्रीब्यूटेड. ठीक है? बट अगर इंडिविजुअली हम देखते हैं प्रोडक्शन वाइज अगर हमें पूछा है P1 और P2 का, तो P2 इज नॉट L एट्रीब्यूटेड बट P1 होगा नहीं. सो P1 में हम क्या बोल रहे हैं कि पेरेंट की वैल्यू हम कहां से ले रहे हैं? दैट इज फ्रॉम सिबलिंग, यानी कि S एट्रीब्यूटेड को फॉलो कर रहा है, और एवरी S इज L एट्रीब्यूट. ठीक है? सो P1 जो है आपका इज L एट्रीब्यूटेड. ठीक है? एज वेल एज S L एट्रीब्यूटेड भी है और S एट्रीब्यूटेड भी, और जो आपका P2 है इज नॉट L एट्रीब्यूटेड, वो आपका L एट्रीब्यूटेड नहीं. ठीक है? P2 इज नॉट L एट्रीब्यूटेड. करेक्ट? P1 इज दैट इज L एंड S बोथ इंडिविजुअली हम देखें, मान लो ये दोनों प्रोडक्शन एक ग्रामर में और आपको पूरी ग्रामर का पूछा है तो वो दोनों, क्योंकि फर्स्ट वाला आपका S हो रहा है लेकिन सेकंड वाला L नहीं है, तो डेफिनेटली S तो हो गई. ये इज नॉट L एट्रीब्यूटेड नहीं है, तो हमने एक पॉइंट लिखा कि एवरी S इज L, तो अगर वो L नहीं है डेफिनेटली S की कंडीशन को सैटिस्फाई नहीं हो रही है. ये दैट इज द, ये फर्स्ट रूल जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेकंड रूल में आपका यहाँ पे प्रॉब्लम. ठीक है? जो भी नोड है वो उसके राइट सिबलिंग से वैल्यू ले रहा है, सो दैट इज द. नाउ इसमें आप एक और एग्जांपल से समझते हैं. ठीक है? मान लीजिए आपको ग्रामर दिया है दिस G. ठीक है? इस ग्रामर में फर्स्ट प्रोडक्शन को दिया है S टेंड्स टू AB. ठीक है? एंड S डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू A डॉट वैल्यू, S dot value is equals to A dot value and A dot value, यहाँ पे that is P dot value is equals to A dot value. ठीक है? S equals to A dot value, yeah, that is this. ठीक है? And next अगर हम लिखते हैं यहाँ पर now like P tends to C, capital C, and P dot value is equals to C dot value. Okay? And C tends to A, C dot value is equals to A dot value. Like this. ये हमने ग्रामर डिजाइन किया यहाँ पर. Now what is the ग्रामर? L एट्रीब्यूटेड या S एट्रीब्यूटेड. तो देखिए फर्स्ट रूल पूरी ग्रामर के बारे में पूछा है. फर्स्ट दैट S dot value is equals to A dot value. ठीक है? तो ये पर्टिकुलर के लिए अगर आप बोले यहाँ पे A की वैल्यू S में ट्रांसफर होगी, यानी कि पेरेंट चाइल्ड से वैल्यू ले रहा है, तो दैट इज यूज्ड सिंथेसाइज एज वेल एज S एंड L दोनों को फॉलो कर रहा है ये रूल. ठीक है? एंड दिस B dot value is equals to A dot value, यानी राइट सिबलिंग लेफ्ट से ले रहा है, सो इट ओनली फॉलो L रूल. ठीक है? ये S रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ओवरऑल प्रोडक्शन किसको फॉलो करेगा? ओनली L रूल. क्योंकि देखिए दोनों में L रूल फॉलो हो रहा है L एट्रीब्यूटेड, बट S एट्रीब्यूटेड वाला फॉलो नहीं हो रहा है, सो L एट्रीब्यूटेड प्रोडक्शन आपका ये हो गया, यानी ओवरऑल ग्रामर आपकी S तो नहीं है. ठीक है? दैट इज S एंड L बोथ. ठीक है? क्या आपने क्या किया? दैट पेरेंट की वैल्यू कहां से कॉपी करी? चाइल्ड से. ठीक है? तो C dot C equals to A, that is only again S and L दोनों होंगे, तो ओवरऑल ग्रामर इज L एट्रीब्यूटेड. ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? L एट्रीब्यूटेड SDT, that is L एट्रीब्यूटेड. S नहीं होगा because of this rule only. ठीक है? that is this, इस रूल की वजह से ये आपका S एट्रीब्यूटेड नहीं होता, अदरवाइज ये S और L दोनों हो जाएगा आपका. क्लियर? तो इस तरीके से फाइंड करना है आपको. थैंक यू.
for syntax direct. Let's start with dependency graph for syntax directed translation. तो देखिए डिपेंडेंसी ग्राफ की अगर हम बात करें, सिर्फ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, अगर आप एसडीटी आपको दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ग्रामर बदलिया सेमांटिक मीनिंग और आपने पास क्रिएट किया उसके रिस्पॉन्स में, ठीक है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पास, यानी कि उस पास में हम पहले किस नोड को इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पास से एक ग्राफ बनाते हैं, दैट ग्राफ इज कॉल्ड dependency graph, and after dependency graph we find the order of evaluation. तो देखिए फर्स्ट हम देखते हैं how what is the dependency graph and how can we construct this. तो देखिए dependency graph are the most general technique used to evaluate syntax directed definition with both synthesized and inherited attribute. तो आपकी जो attributed grammar होती है जिसमें दो टाइप के attribute आप यूज करते हैं, synthesized and inherited, ठीक है, सो उन दोनों की हेल्प से आप जो भी ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आप जो पास ट्री बना रहे हैं उस पास ट्री के इवैल्यूएशन के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं, dependency graph. Now dependency graph show the interdependency among the attributes of various node of a pass tree. Dependency graph क्या होता है, that is interdependency among the attributes of various node of pass tree, ठीक है. Now there is a node for each attribute. हर attribute के लिए आपको एक node डिजाइन करना है. If attribute B depends on the attribute C, then there is a link from a node C to node B. ठीक है, यानी कि B आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, C पे, यानी B की वैल्यू अगर आप C से ले रहे हैं, ठीक है, C की वैल्यू आप B में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो दैट इज अ एज फ्रॉम C टू B. C से भी आपको एक एज डिजाइन करनी है इन द ग्राफ, क्लियर. इफ एट्रिब्यूट B डिपेंड्स फ्रॉम एट्रिब्यूट C, ठीक है, देन वी नीड टू फायर द सिमेंटिक रूल फॉर C फर्स्ट एंड देन सिमेंटिक रूल फॉर B, ठीक है, यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि B की वैल्यू C की वैल्यू हम B में ट्रांसफर कर रहे हैं, C की वैल्यू अगर हम B में ट्रांसफर कर रहे हैं तो पहले जो भी सिमेंटिक मीनिंग C के लिए डिफाइन होगा आपका ग्रामर में एसडीटी में, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन में जो भी आपका C का मीनिंग दिया होगा, जो भी सिमेंटिक रूल इसके डिफाइन करस्पॉन्डिंग डिफाइन किया होगा, वो पहले हमें एक्जीक्यूट करना है, फर्स्ट एक्जीक्यूट दिस एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू इसमें ट्रांसफर करेंगे B में, ठीक है, फिर हम B के रूल को एक्जीक्यूट करेंगे. तो इफ B डिपेंड्स ऑन C, देन C का वैल्यूएशन पहले होगा और B का बाद में होगा, ठीक है. तो आफ्टर क्रिएटिंग ग्राफ हम क्या करेंगे, उस पे इवैल्यूएशन ऑर्डर फाइंड करेंगे. सो इवैल्यूएशन ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, तो इवैल्यूएशन ऑर्डर ऑफ सिमेंटिक रूल डिपेंड्स ऑन द टोपोलॉजिकल सॉर्ट डिराइव्ड फ्रॉम द डिपेंडेंसी ग्राफ. नाउ टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है, यानी हम क्या बोलते हैं कि जो भी डिपेंडेंसी ग्राफ है उस पर आप टोपोलॉजिकल सॉर्ट अप्लाई करेंगे एंड आफ्टर सॉर्टिंग जो भी आपका सीक्वेंस आ रहा है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन. सो टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज एनी ऑर्डरिंग m1 m2 up to mk such that if m of I is tends to mj is a link in the dependency graph, then mi is less than mj, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिग्री के करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर डिपेंडेंसी की लिंक डिफाइन करेंगे, यानी हमने बोला such that mi tends to mj is a link in the dependency graph, then mi की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, less than mj होगी, यानी कि जो उसकी डिग्री होगी वो लेस होगी, ठीक है. नाउ एनी टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑफ डिपेंडेंसी ग्राफ यूज द वैलिड ऑर्डर टू इवैल्यूएट सिमेंटिक रूल्स. तो कोई भी एक मान लो एक से ज्यादा ऑर्डर आ सकते हैं आपके पास इवैल्यूएशन, तो उसमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, दैट ऑल आर वैलिड. तो देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर हमने बोला एक नोड लिखा दैट इज a to b, ठीक है, फिर हमने b to c, ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है लाइक दैट a से d, ठीक है, मान लीजिए d से c ये ऑर्डर दिया हुआ है. सो इन दैट केस ये कोई डिपेंडेंसी ग्राफ आपने किसी ट्री के करस्पॉन्डिंग डिजाइन किया, मान लीजिए इस तरीके से वैल्यू आ रही है आपकी, ठीक है, c की देखिए b और d दोनों किस पे डिपेंडेंट है, c पे, और a किस पे डिपेंडेंट है आपका b पे एंड d पे, दोनों पे डिपेंडेंट है. तो सबसे पहले आप डिपेंडेंसी रिवर्स डायरेक्शन में a की वैल्यू किधर ट्रांसफर करनी है, आप b और c पे, देखिए a टेंड्स टू b लिखा है यानी कि b की वैल्यू a पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, d की वैल्यू a पे डिपेंड कर रही है और c की वैल्यू b और d पे डिपेंड कर रही है. तो सबसे पहले कौन सा इवैल्यूएट होगा आपका a, फर्स्ट इवैल्यूएट a को इवैल्यूएट करना है. नाउ a को अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो क्या आएगा आपका, दैट इज फर्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ a. इस पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट, यानी कि आप सिंपल से क्या बोले, इस पर्टिकुलर ग्राफ की डिग्री फाइंड कर हर एक नोड की करस्पॉन्डिंग इन डिग्री किसकी 0 है, तो a की इन डिग्री क्या है आपकी, दैट इज 0, क्योंकि इनकमिंग एज नहीं, इन डिग्री यानी कि इनकमिंग एज, b की इन डिग्री 1 है आपकी, d की इन डिग्री 1 है एंड c की कितनी है आपकी 2 है, ठीक है. तो मिनिमम इन डिग्री 0 इन डिग्री जिस नोड की होगी दैट a की इन डिग्री 0 है, ताकि आप क्या बोलेंगे a पहले इवैल्यूएट होगा और आफ्टर इवैल्यूएटिंग इससे और इसके थ्रू जो जाने वाली एजेस उसको डिलीट कर देंगे, तो फिर क्या बचा आपके पास b और d दोनों की इन डिग्री 0 हो जाएगी. तो नेक्स्ट b एक्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर a के बाद d एक्जीक्यूट कर सकते हैं, और आफ्टर एक्जीक्यूटिंग b नेक्स्ट d आएगा और d के बाद क्या आएगा आपका d आ सकता है, क्लियर, क्योंकि c फाइनली b और d के इवैल्यूएट होने के बाद इवैल्यूएट कर सकते हैं आप. सो एट लास्ट c आप एक्जीक्यूट करेंगे, ठीक है. सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन. तो abdc या adbc दो ऑर्डर है यहाँ पे शॉर्टिंग आई है, दोनों में से कोई सा भी आप इवैल्यूएशन ऑर्डर यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो ये ग्राफ हमने रैंडम क्रिएट किया, ठीक है. इफ यू हैव अ ट्री ऑफ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, आपके पास कोई ट्री है एंड दैट केस यू वांट टू अप्लाई द शॉर्टिंग ऑन दैट, तो कैसे करेंगे हम इस केस में. सो मान लीजिए हमने यहाँ पर ट्री कंस्ट्रक्ट की, दैट इज e plus t, इसको even बोल देना, that is t star f, that is f and id, that is t1, ठीक है, like इसको e1 या इसको t बोल सकते हैं, जस्ट इसको t1 बोल देते हैं, that is f1 f2, यहाँ से हमने ले लिया t से f, that is f3, ठीक है. मान लीजिए ये एक ट्री बनाई आपने किसी ग्रामर के करस्पॉन्डिंग एसडीटी रूल को डिफाइन करते हुए, आपने यहाँ पे क्या बोला, ट्री डिजाइन की, that is id and id, id1 id2 id3, ठीक है. मान लीजिए ये लिखा आपने, इससे id आपकी जनरेट होने वाली. अब यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि जो ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन है आपका, यानी डिपेंडेंसी जो है, इफ यू हैव अ डिपेंडेंसी लाइक दिस, आप पहले f की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर करेंगे, that goes to t, यानी f की वैल्यू कहाँ जा रही है आपकी t पे, ठीक है, और फिर इस f इस t की और e की दोनों की वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं आप e में, ठीक है, और e1 t1 को ऐड करके ट्रांसफर कर रहे हैं e पे, यानी कि सिंथेसाइज्ड रूल पे डिजाइन करके बनाई हम, ठीक है. एंड दैट केस आपको जो कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, जो एरो आपको ग्राफ डिजाइन करना है, दैट इज पास में आपका कोई डायरेक्शन एज नहीं होती, ठीक है, पास कंटेन ओनली अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. तो t1 का प्रोडक्शन था f3 और f3 साइड जनरेट हो रहा है, फिर e1 का प्रोडक्शन है t स्टार f और उस साइड जनरेट हो रहा है t का f और id, क्लियर. f1 f2 f3 जस्ट सब्सक्रिप्ट यूज किए ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि किसे पहले एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है. सो इसका अगर हम डिपेंडेंसी ग्राफ डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट डिपेंडेंसी ग्राफ, ठीक है, कंस्ट्रक्ट डिपेंडेंसी ग्राफ. सो डिपेंडेंसी ग्राफ क्या आएगा आपका, ठीक है, द ग्राफ डज दैट. फर्स्ट अगर हम बोल रहे हैं e कब इवैल्यूएट कर पाएंगे आप, जब तक आप e1 और t1 को इवैल्यूएट नहीं कर सकते, आप e1 नहीं जाएंगे, दैट इज डिपेंड्स ऑन e1 एंड t2, सॉरी दैट इज e1 एंड t1, दैट डिपेंड्स ऑन e1 एंड t1, क्लियर. मैंने इसको बोला दैट इज t1, फिर यहाँ पर इसका प्रोडक्शन आप मिलेगा t एंड f2, ठीक है, दैट इज फर्स्ट. फिर इधर f, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि e1 को कब तक कैलकुलेट नहीं कर सकते हम, जब t और f दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम t1 पे ट्रांसफर करें, फिर e1 और t1 की वैल्यू ट्रांसफर ना हो रही है e पे. तो e1 की कैलकुलेशन के पहले t1 और t और f होना चाहिए, f2 होना चाहिए आपका. नाउ इसके पहले f1 होगा, ठीक है. तो t1 t की वैल्यू कहाँ से आ रही है आपकी f1 से, ठीक है, एंड t1 की वैल्यू कहाँ से आ रही है आपकी, दैट इज फ्रॉम f3. तो ये आपका ग्राफ बन गया, दैट इज डिपेंडेंसी ग्राफ. नाउ आफ्टर क्रिएटिंग दिस ग्राफ जस्ट अप्लाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है. तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या आएगा आपको, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज फाइंडिंग द वर्टेक्स, या इस ग्राफ पर नोड या वर्टेक्स हो सकते हैं जिसकी इन डिग्री कितनी है 0, जिस पे इनकमिंग एजेस कुछ भी नहीं है आपकी, ठीक है. तो दैट केस में आपको कैलकुलेट करना है. सो दैट f1 की इन डिग्री कितनी है, f1 पे इनकमिंग एज नहीं, डिग्री 0, f2 की 0 एंड f3 की 0. यहाँ पे डिग्री 1, हियर इज आल्सो 1, दैट इज 2 एंड 2,
इनकमिंग एजेस फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले इंटीग्रल जिसकी 0 है यानी f1 की इंटीग्रल 0 है, तो फर्स्ट टोपोलॉजी का शॉर्ट देखिए, आप f1 को यूज कर सकते हैं, f2 को या f3 को, किसी को भी पहले एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक आइटम हम फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, f1। अब f1 को कैलकुलेट करने के बाद हम देखेंगे तो इसका ये नोड रिमूव हो जाएगा आपका। ये नाउ रिमेनिंग इज t एंड f2, ठीक है। t दिया है और क्या दिया है आपको, f2 दिया है, दोनों की इंटीग्रल 0 और f3 की 0, यानी f1 के बाद आप t को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या f2 को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या f3 को, कोई भी ऑर्डर यूज करेंगे तो आपके नंबर ऑफ टोपोलॉजी का शॉर्ट आ सकते हैं, आप कोई भी एक फॉलो करें। दैट इसके बाद मैंने मान लीजिए t एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखिए t एग्जीक्यूट करने के बाद आप e को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक f2 नहीं, क्योंकि e की डिग्री कितनी है, 2 है। t को एग्जीक्यूट करने के बाद इसकी डिग्री 1 हो जाएगी, दैट इज रिमेनिंग ओनली 1। बट अभी हमें क्या चाहिए, 0 डिग्री वर्टेक्स, जिसकी 0 डिग्री है उसी को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसको रिमूव करके उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आप नोड है टोपोलॉजिकल शॉर्ट का जो भी रूल होता है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो दैट f2 की डिग्री आपने क्या की, डिग्री जो है 0 है, ठीक है। सो f2 नेक्स्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर f3 भी ले सकते हैं। अब आफ्टर एग्जीक्यूटिंग f2 डेफिनेटली f2 एग्जीक्यूट कर दिया, t एग्जीक्यूट हो चुका है, ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट e1 भी ले सकते हैं या f3 ले सकते हैं, मान लीजिए हमने e1 ले लिया, दैट इज दिस। नेक्स्ट अब यहां पर आपका ऑब्वियसली ये e कब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक ये एज रिमूव नहीं होता, इसकी इनकमिंग एज ये कब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक f3 नहीं होता, यानी नाउ द ऑर्डर इज फिक्स्ड f3 b1 एंड e, दैट इज द टोपोलॉजिकल शॉर्ट। तो देखिए टोपोलॉजिकल शॉर्ट में आपको क्या करना है, जस्ट डिजाइन द डिपेंडेंसी ग्राफ एंड execute those node whose degree is 0, and after executing remove that node from the graph and all outgoing edges of that node। जैसे आपने f1 एग्जीक्यूट किया तो f1 को रिमूव करेंगे और इसके outgoing edges रिमूव करेंगे। अब जो आपको नया इंटीग्रल नोड 0 वाला दिख रहा है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अगर एक से ज्यादा है तो किसी भी एक को रैंडमली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक से ज्यादा टोपोलॉजिकल शॉर्ट आ सकते हैं, ठीक है, बट कोई भी एक आप ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन से यूज कर सकते हैं, उस ऑर्डर को आप फॉलो करेंगे टू एक्जीक्यूट दैट वे। देखिए सबसे पहले मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं f से id ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द शॉर्टिंग टेक्निक, ठीक है। ये जो आपका टोपोलॉजिकल शॉर्ट है इसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर लिखा f1 की id, f1 से आप क्या ले रहे हैं, दैट इज id। सबसे पहले आपको f1 नोड इवैल्यूएट करना है, f1 की वैल्यू id मतलब ये है 2 4 5, ठीक है। यहाँ पे लिखा पहले 2, तो 2 f1 को इवैल्यूएट करो, फिर उसके बाद t को इवैल्यूएट करना, दैट इज t। t डॉट वैल्यू आपकी क्या होगी, f वैल्यू, ठीक है। ये सेमेंटिक रूल पे डिपेंड कर रहा है, मान सकते हैं ये t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू आपकी। नाउ फिर आपने बोला f2 इवैल्यूएट करें, तो f2 की वैल्यू कहां से ले रहा हूं, id 4 से, f2 की वैल्यू 4 आ गई। नाउ इवैल्यूएट e1, e1 यानी कि 2 into 4 दैट इज 6, e1 is equals to t into f2, तो दैट्स व्हाई यहां पे सॉरी 8 आएगा, 2 into 4 दैट इज 8। नाउ उसके बाद आपने देखा e1 के बाद f3 यानी कि ये इवैल्यूएट करना है, इसकी वैल्यू 5 आ गई आपकी। नाउ f3 से t1, f3 से t1 वैल्यू ट्रांसफर हुआ, एंड उसके बाद e जो आपका रूट नोड है, 8 + 5 कितना हुआ 13, तो यहां पे 13। सो दैट इज ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन करेक्ट रिजल्ट जनरेट कर रहा है, आप अगर यहां पे लिखें 2 into 4 + 5, ठीक है। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू सेमेंटिक रूल, ठीक है। सेमेंटिक रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आंसर इज 13। सो जो भी आपके रूल्स हैं अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि पेरेंट की वैल्यू हम चाइल्ड से कॉपी कर रहे हैं, यानी लाइक अ सिंथेसाइज्ड रूल हमने इस ट्री को कंस्ट्रक्ट किया है और उससे हमने ग्राफ बनाया एंड देन फाइंड टोपोलॉजिकल शॉर्ट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज इवैल्यूएशन ऑर्डर, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑर्डर, व्हाट इज दैट इज इवैल्यूएशन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इवैल्यूएशन बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑर्डर बोल सकते हैं। थैंक यू। Let's start with basic block and control flow graph. So what is the meaning of basic block? Basic block क्या होता है आपका, देखिए बेसिक ब्लॉक का मतलब होता है बेसिक ब्लॉक इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेनिंग नो ब्रांच एक्सेप्ट एट द वेरी एंड, देयर इज नॉट एनी ब्रांच, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन आप उस ब्लॉक में इंक्लूड कर रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन में कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट एट द एंड, यानी कि लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द बेसिक ब्लॉक में कंटेन ब्रांच इंस्ट्रक्शन। ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो सकता है वो, बट इन बिटवीन अगर आप लीनियर इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस लिख रहे हैं तो उसके बीच में कोई इंस्ट्रक्शन में ब्रांच आपका नहीं आएगा। अ वेरी बेसिक ब्लॉक इज ऑलवेज एक्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली एज अ यूनिट, ठीक है। बेसिक ब्लॉक जो होता है वो ऑलवेज एक्जीक्यूट होता है सीक्वेंशियली एज अ यूनिट, यानी कंप्लीट ब्लॉक एक यूनिट की तरह क्या होगा आपका एक्जीक्यूट होगा, उसके बाद आप ब्लॉक के बाहर आएंगे, यानी आप नॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक अ बेसिक ब्लॉक देखते हैं तो डिजाइन किया मैंने मान लीजिए इस तरीके से एक ब्लॉक डिजाइन किया, दैट इज दिस बी, इसमें इंस्ट्रक्शन है आपके i1 i2 i3 i4, ठीक है। सो i1 i2 i3 i4 सारे सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन होंगे, लास्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा दैट मे बी अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इट मे बी ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो सकता है आपका, दैट कैन बी जंप टू एनी लोकेशन। सो इस पर्टिकुलर ब्लॉक से आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक जहां पे इस ब्रांच का रिजल्ट होगा वहां पे आप क्या करेंगे, जंप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि दैट इज द ब्रांच इंस्ट्रक्शन, बट इन बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन नहीं होगा आपका, तो दैट इज जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक ब्लॉक। नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट बेसिक ब्लॉक, अगर आपके पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन अगर आपको एक बेसिक ब्लॉक क्रिएट करना है, सो हाउ टू क्रिएट अ बेसिक ब्लॉक, ठीक है। बेसिक ब्लॉक्स कैसे क्रिएट होंगे, कितने ब्लॉक बनेंगे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो हम देखें हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बेसिक ब्लॉक। बेसिक ब्लॉक कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम इसके लिए, देखिए फर्स्ट इन दैट केस अगर हम देखते हैं हाउ टू कंस्ट्रक्ट बेसिक ब्लॉक कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो फर्स्ट डिटरमाइन द सेट ऑफ लीडर्स। सबसे पहले आपको लीडर्स फाइंड करना है, फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर फाइंडिंग द लीडर। लीडर को फाइंड करने के लिए रूल है आपके, द फर्स्ट 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जो पहला आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा ऑफ इंटरमीडिएट कोड इज अ लीडर, यानी कि आपने 3 एड्रेस कोड आप किसी भी प्रोग्राम का जस्ट आपने डिजाइन किया 3 एड्रेस कोड, उससे आपको क्या डिजाइन करना है, लीडर फाइंड करने उस 3 एड्रेस कोड में से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा आपका 3 एड्रेस कोड का, दैट इज अ लीडर, उसे आपको लीडर बनाना है। नाउ इंस्ट्रक्शन व्हिच आर टारगेट ऑफ अनकंडीशनल और कंडीशनल जंप गो टू स्टेटमेंट आर लीडर्स, ठीक है। यानी कि कोई भी आपके कंडीशनल जंप और अनकंडीशनल जंप का जो भी टारगेट होगा, यानी किसी इंस्ट्रक्शन का आपने कंडीशनल जंप लिख रखा है, अब लिखा है इफ दिस कंडीशन गो टू दैट, तो जिस लोकेशन पे आप उसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट लोकेशन दैट टारगेट इज बिकम अ लीडर। तो इंस्ट्रक्शन व्हिच आर टारगेट ऑफ अनकंडीशनल और कंडीशनल जंप इज बिकम अ लीडर, तो वो एक लीडर बनेगा आपका। नाउ इंस्ट्रक्शन व्हिच इमीडिएटली फॉलो अनकंडीशनल और कंडीशनल जंप और गो टू स्टेटमेंट आर कंसीडर्ड एज अ लीडर, ठीक है। यानी कि आपने कोई स्टेटमेंट गो टू स्टेटमेंट लिखा है कि if a is less than b then go to h, ठीक है। तो h लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है आपका वो आपका लीडर बनेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर जंप इंस्ट्रक्शन के बाद आपका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा दैट इज आल्सो अ लीडर, ये भी लीडर बनेगा और ये भी लीडर बनेगा, क्लियर है। तो फर्स्ट किसी भी बेसिक ब्लॉक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में से लीडर्स फाइंड करने, तो लीडर फाइंड करने के 3 रूल है आपके, कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट कोड इज अ लीडर, टारगेट ऑफ कंडीशनल अनकंडीशनल जंप इज अ लीडर एंड दैट इंस्ट्रक्शन दैट इज इमीडिएटली फॉलो कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप इज आल्सो अ लीडर। नाउ आफ्टर फाइंडिंग अ लीडर, जैसे आपने लीडर फाइंड किया उसके बाद अब आपको क्या करना है, फॉर ईच लीडर determine its basic block contain itself and all instruction up to excluding the next leader, यानी क्या बोल रहा हूं कि आपने लीडर्स फाइंड कर लिए कोड में से, मान लीजिए आपके पास i1 i2 i3, ठीक है, i4 i5 i6 7 8 9 इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस है। आपने बोला दैट इज फर्स्ट वन इज इट इज अ लीडर, पहला आपका लीडर मिला दैट इज दिस, इट इज लीडर।
ठीक है। फिर आपने बोला फोर्थ इज सेकंड लीडर, इट इज आल्सो लीडर, ठीक है। नेक्स्ट आपने बोला 7 इज आल्सो लीडर। तो आपको क्या करना है, बेसिक ब्लॉक बनाना है, दैट ब्लॉक B1 कंटेन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका लीडर है, तो दैट इज लीडर। और इसके बाद जितने भी इंस्ट्रक्शन है बिफोर नेक्स्ट लीडर के पहले वाले सारे इंस्ट्रक्शन यानी नेक्स्ट लीडर को इंक्लूड नहीं करना, आपको उसको एक्सक्लूड करना है, उसके पहले वाले सारे इंस्ट्रक्शन एक ब्लॉक में आएंगे, दैट इज बेसिक ब्लॉक दैट कंटेन दिस इंस्ट्रक्शन। तो मान लीजिए आपका नेक्स्ट I4 है, तो B2 ब्लॉक बनाया आपने, उसमें I4 I5 और I6 इंस्ट्रक्शन लिखे, दैट इज सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन यानी 4 के बाद 5 5 के बाद 6 एग्जीक्यूट होना है आपका। सो आपने ये लिख दी, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा आपका थर्ड लीडर के लिए, दैट इज फॉर I7। तो हर लीडर के लिए आपको एक बेसिक ब्लॉक कंसीडर करना है, दैट इज आल्सो अ ब्लॉक। सो देयर आर 3 ब्लॉक B1 B2 and B3, ठीक है। इसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लीडर है, इसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लीडर है, डेफिनेटली इसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, लीडर होगा। तो एवरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक ब्लॉक इज ऑलवेज अ लीडर, ठीक है। एंड इट इंक्लूड ऑल इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियल फॉलो दैट लीडर एंड एक्सक्लूड द नेक्स्ट लीडर। नेक्स्ट लीडर को आपको उसमें इंक्लूड नहीं करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ दैट लास्ट इंस्ट्रक्शन, I3 का नेचर क्या है, I6 का नेचर क्या है और I9 का नेचर क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट यू डिसाइड इफ हैव टू गो फ्रॉम फर्स्ट बेसिक ब्लॉक टू, ठीक है। B1 से आपको नेक्स्ट किसको एक्जीक्यूट करना है, फिर B2 के बाद किसको एक्जीक्यूट करना है, B3 के बाद किसको एक्जीक्यूट करना है। सो द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग ऑफ दैट ब्लॉक्स, ये बेसिक ब्लॉक को कनेक्ट करना है, किस ब्लॉक के बाद कौन सा ब्लॉक एक्जीक्यूट होगा, ठीक है। आफ्टर कनेक्टिंग दैट ब्लॉक जो स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो आप देखिए फर्स्ट व्हाट इज द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो देखिए कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या है, कंट्रोल फ्लो ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ, इट इज प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है। ये प्रोसेस ओरिएंटेड ग्राफ होता है आपका। कंट्रोल फ्लो ग्राफ शो ऑल द पाथ्स दैट कैन बी ट्रैवर्स्ड ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जितने भी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से लास्ट इंस्ट्रक्शन तक जितने भी पाथ आपको अवेलेबल है उस प्रोग्राम में, वो सारे आपके कंट्रोल फ्लो ग्राफ में क्या हो जाएंगे, शो होंगे। तो इट शो ऑल द पाथ दैट कैन बी ट्रैवर्स्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जितने भी पाथ हैं आपके दैट ऑल आर शो ड्यूरिंग द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। नाउ नोट इन द ग्राफ आर बेसिक ब्लॉक, नोट जो होंगे आपके ग्राफ के अंदर वो क्या होंगे, दैट इज द बेसिक ब्लॉक। नोट इन द ग्राफ आर बेसिक ब्लॉक्स एंड देयर इज अ एज फ्रॉम B1 to B2 इफ एंड ओनली इफ B2 इज इमीडिएटली फॉलो B1 इन सम एग्जीक्यूशन, ठीक है। देयर इज अ एज, कोई एज अगर आपके B1 से B2 आप बना रहे हैं तो ये कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ B2 इमीडिएटली फॉलो B1, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, नोट इन द ग्राफ, ग्राफ में नोट क्या होंगे आपके बेसिक ब्लॉक्स, ठीक है। दैट इज नोट इन द ग्राफ आर बेसिक ब्लॉक्स, देयर इज अ एज फ्रॉम B1 to B2 इफ एंड ओनली इफ B2 इमीडिएटली फॉलो B1। मान लीजिए आपके जो भी ब्लॉक्स हैं वो सारे क्या बना दिए आपने, नोट्स बना दिए, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि B1 से B2 अगर आप एक एज डिजाइन कर रहे हैं तो दैट इज ओनली ये कब होगा, इफ एंड ओनली B2 इमीडिएटली फॉलो B1 इन सम एग्जीक्यूशन, यानी B2 का पहला इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए B2 का पहला इंस्ट्रक्शन I4 है और B1 का लास्ट इंस्ट्रक्शन I3 है, तो I3 और I4 सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन है आपके और वो किसी एग्जीक्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, देन यू ओनली डिजाइन अ एज फ्रॉम B1 to B2, ठीक है। तो B1 और B2 में इंस्ट्रक्शन में का सीक्वेंस है आपकी, B1 के बाद B2 के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोग्राम, देन आप क्या बनाएंगे, B1 से B2 एक एज बनाएंगे। तो इस तरीके से आप सारे नोट्स क्रिएट करेंगे, जितने भी बेसिक ब्लॉक्स हैं आपके वो सारे नोट बन जाएंगे कंट्रोल फ्लो ग्राफ के, और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे आप एज को ट्रांसफर करेंगे व्हेन द ब्लॉक फॉलो सेकंड ब्लॉक, ठीक है। यानी कि सेकंड ब्लॉक आपका फर्स्ट ब्लॉक को फॉलो कर रहा है, एक ब्लॉक से ब्लॉक को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है इन सम एग्जीक्यूशन, देन आप क्या करेंगे, उसमें एज क्रिएट करेंगे, ठीक है। नाउ अदर देन दैट ऑल बेसिक ब्लॉक्स, जितने भी आप बेसिक ब्लॉक एज अ नोट क्रिएट करते हैं, इसके अलावा आपकी दो स्पेशल नोड हम यहां पे कंट्रोल फ्लो ग्राफ में यूज करते हैं, ठीक है। देयर एक्सिस्ट टू डेजिग्नेटेड ब्लॉक इन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ, द फर्स्ट वन इज एंट्री ब्लॉक एंड द सेकंड वन इज एग्जिट ब्लॉक। एंट्री ब्लॉक अलाउ द कंट्रोल टू एंटर इनटू कंट्रोल फ्लो ग्राफ एंड कंट्रोल फ्लो लीव्स थ्रू द एग्जिट ब्लॉक, यानी कि आपके जितने भी बेसिक ब्लॉक्स हैं आपने डिजाइन किए हैं प्रोग्राम में B1 B2 B3, ठीक है। अब तो जो भी आपके जितने भी नोड्स हैं सारे बेसिक ब्लॉक आपने यहां पे डिजाइन कर दिए, उसके अलावा आपको एक स्पेशल ब्लॉक दैट इज एंट्री ब्लॉक एंड एक ब्लॉक दैट इज एग्जिट ब्लॉक वो इंक्लूड करना है इन द ग्राफ, ठीक है। एंट्री ब्लॉक से हम क्या बोल रहे हैं कि आप बेसिक ब्लॉक में एंटर करेंगे एंड लास्ट ब्लॉक से आप जैसे एग्जिट जाएंगे, एग्जिट से आप क्या बोल रहे हैं कि यू जस्ट लीव थ्रू अ ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक के बाद यानी उस ग्राफ के बाहर जा रहे हैं एग्जिट स्टेटमेंट के, तो दैट इज द कंप्लीट नेचर ऑफ द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, इनमें जो आपस में एजेस होगी वो डिपेंड करेगी आपके इंस्ट्रक्शन पे, किस टाइप के इंस्ट्रक्शन वहां पे स्टोर हो रहे हैं एंड सो ऑन, ये तो स्पेशल ब्लॉक आपको यूज करना है। जनरली एग्जिट एंट्री ब्लॉक आप ऑलवेज यूज करेंगे, एग्जिट ब्लॉक भी आपको ऑलवेज यूज करना है। मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, क्रिएट करना है, यानी मान लीजिए आपके पास एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है और आपने उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के लिए 3 एड्रेस कोड क्रिएट किया और आपने एक एग्जिट ब्लॉक ऑलरेडी यानी कि एग्जिट स्टेटमेंट ऑलरेडी क्या कर रखा है, लास्ट में मेंशन कर रखा है, और उस एग्जिट स्टेटमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, अलग से ब्लॉक बना रहे हैं। तो फिर आपको ये ब्लॉक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बट आपको ऑलरेडी एक क्रिएटेड कोड दिया है और वहां पे कहीं भी एग्जिट स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो फिर इन दैट केस आपको क्या करना है, लास्ट में एक एग्जिट ब्लॉक डिजाइन करना है, ठीक है। तो वो आपके कोड पे डिपेंड करेगा, बट ये दो ब्लॉक ऑलवेज प्रेजेंट होंगे आपके एंट्री ब्लॉक एंड एग्जिट ब्लॉक इन एवरी कंट्रोल फ्लो, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ओके, सो ये 3 एड्रेस कोड दिया हुआ है, जस्ट क्रिएट द बेसिक ब्लॉक्स, फर्स्ट बेसिक ब्लॉक क्रिएट करना है आपको और फिर उस बेसिक ब्लॉक से हमें कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है, ठीक है। वी वांट टू डिजाइन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ, ठीक है। यानी हमें क्वेश्चन दिया है डिजाइन कंट्रोल फ्लो ग्राफ CFG फॉर दिस। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लीडर फाइंड करना है, यानी बेसिक ब्लॉक बनाने है तो लीडर क्या होगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ लीडर, तो हम राइट लगा के यहां पे दैट इज अ लीडर, ठीक है। इफ a is less than b go to 3, तो एनी इंस्ट्रक्शन दैट इज टारगेट ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन कंडीशनल और अनकंडीशनल का जो भी टारगेट होगा दैट इज आल्सो लीडर टू गो टू 3, यानी कि थर्ड नंबर वाला आपका लीडर बनेगा, दैट इज लीडर। नाउ एनी इंस्ट्रक्शन दैट इमीडिएटली फॉलो जंप इंस्ट्रक्शन इज आल्सो लीडर, यानी गो टू 3 का जंप इंस्ट्रक्शन क्या है, इमीडिएट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, सेकंड 2 इस जंप का इमीडिएट इंस्ट्रक्शन कौन सा है, 2 यानी इट इज आल्सो लीडर। नाउ यहां पे आपने क्या लिखा है, गो टू 6 यानी 6 इज आल्सो लीडर, ठीक है। इसके अलावा आपने जंप इंस्ट्रक्शन कहां पे लिखा, तो ये लीडर है, जिसके बाद वाला लीडर होना चाहिए, तो ऑलरेडी लीडर बन चुका है, ठीक है। नाउ गो टू 1, तो 1 पे जाएंगे आप, 1 के बाद जो लिखा है दैट इज आल्सो लीडर, तो ये भी आपका ऑलरेडी लीडर, ठीक है, ऑलरेडी आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। नाउ सो आपने यहां पे सबसे पहले तो जो भी जंप इंस्ट्रक्शन है, गो टू 3 थर्ड को लीडर बनाया, गो टू 6 को लीडर बनाया, गो टू 1 ऑलरेडी आपका लीडर ही होगा फर्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एंड टारगेट के बाद वाले यानी कि जंप इंस्ट्रक्शन के बाद वाले 3 के बाद वाला लीडर, 6 के बाद वाला लीडर, 1 के बाद वाला लीडर, दैट ऑल आर लीडर्स, ठीक है। अब 5 वाला लीडर नहीं बनेगा क्योंकि ना तो ये किसी का टारगेट है और ना ही कहीं जंप से आप यानी कि किसी टारगेट किसी के पर्टिकुलर टारगेट का पे आपने 5 नहीं लिखा है, गो टू 3 गो टू 6 कहीं पे आपने 5 इंस्ट्रक्शन पे टारगेट नहीं दिया और ना ही किसी जंप इंस्ट्रक्शन के बाद वो लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ लीडर। सो फर्स्ट बेसिक ब्लॉक इसके लिए क्रिएट होगा आपका B1 ब्लॉक, दैट ब्लॉक क्रिएट फॉर दिस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट कंटेन ओनली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये पहला ब्लॉक जो बनेगा इसमें आपका क्या आएगा, दैट इज इसको आप I1 इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, इफ a is less than b go to 3, दैट इज इन द ब्लॉक 1, दैट इज कॉल्ड B1 ब्लॉक, इसको B1 ब्लॉक बोल दिया, ठीक है। B2 ब्लॉक में आपका क्या आएगा, गो टू 6, 6 पोजीशन पे आपका B2 ब्लॉक होगा, ठीक है। फिर आपका थर्ड इंस्ट्रक्शन अगेन सेपरेट ब्लॉक में जाएगा, इट इज आल्सो लीडर, दैट कंटेन b1 इक्वल्स टू y प्लस z। अब देखिए यहां पे फर्स्ट लीडर के बाद हमें लीडर बेसिक ब्लॉक का रूल क्या होता है, आपका लीडर इंक्लूड किया और अप टू नेक्स्ट लीडर सारे इंस्ट्रक्शन आने चाहिए, बट फर्स्ट के बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन इज आल्सो लीडर, सेकंड के बाद थर्ड इज आल्सो लीडर, तो ये तीनों सेपरेट बन गए। अब थर्ड के बाद 6 नंबर पे लीडर यानी 4 और 5 इसी ब्लॉक में आपको इंक्लूड करना है, दैट इज x इक्वल्स टू b1 एंड गो टू 1, तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों इंस्ट्रक्शन इसी ब्लॉक में आएंगे आपके, दैट इज दिस बेसिक ब्लॉक, ठीक है। एंड लास्ट दैट इज b4, इन दैट इज b4 इस पर्टिकुलर नेक्स्ट ब्लॉक में आप क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ब्लॉक में आपका क्या आएगा, दैट इज गो टू 1, ठीक है। इस ब्लॉक में आपने लिखा 6 एंड 7 इंस्ट्रक्शन, दैट इज t2
इक्वल्स टू p plus q and p equals to p2। ये दोनों इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पे लिखे, बिकॉज़ 6 इज लीडर एंड 6 के बाद 7, जब तक नेक्स्ट लीडर नहीं मिले तो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो आपका वो भी इसी में आएगा, दैट इज b4 ब्लॉक। फिर ना अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एजेस कंट्रोल फ्लो ग्राफ है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे एज का हम ट्रांसफर करेंगे जब सेकंड ब्लॉक फर्स्ट वाले को फॉलो कर रहे हैं, यानी आपने लिखा है एज लेस देन b गो टू 3, तो एज लेस देन b कंडीशन ट्रू, तो गो टू 3 थर्ड वाला इंस्ट्रक्शन किस ब्लॉक में आपका, सो दैट इज p1 इक्वल्स to y plus z, यानी कि कहां पे आपका p3 में। तो देखिए आपको यहाँ पे एज क्या बनानी है, दैट इज पहले इसमें आपने एज बना दी, यहाँ से p1 से आप कहां पे जाएंगे, गोस टू b3। ठीक है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ एज लेस देन b इज ट्रू देन गो टू 3 एंड 3 इंस्ट्रक्शन किस ब्लॉक में आपका है, b3 ब्लॉक में, तो यहाँ चलेगा। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, ये फॉल्स होता है तो आपको जस्ट सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है b2, तो आप यहाँ पे आ गए, दैट इज b2। क्लियर है। नाउ b2 पे आपका अनकंडीशनल जंप है, यानी कि जब भी कंडीशनल जंप होगा आपका दो एजेस जाएगी, एक ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए, यानी अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे जा रहा है और अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे जाएगा आपका। नाउ आफ्टर दैट गो टू 6, तो 6 इज द अनकंडीशनल जंप, यानी कि जहां पे 6 लोकेशन का इंस्ट्रक्शन स्टोर किया है डायरेक्टली वहां पे जंप करना है। 6 कहां पे आपका, दैट इज ऑन b4 ब्लॉक, सो आप यहां से कहां गए, दैट इज ऑन b4 ब्लॉक। ठीक है, दैट इज अनकंडीशनल जंप। नाउ इसके बाद आप देखें, सो फिर b3 इंस्ट्रक्शन, अब देखिए इस b2 से b3 पे कोई एज नहीं जाएगी क्योंकि दैट इज अनकंडीशनल, तो एक्जेक्टली एक केस बनेगी। नाउ b3 पे आपने लिखा है p1 इक्वल्स टू y plus z x इक्वल्स टू p1 दैट गो टू 1। नाउ वेयर इज द 1 इंस्ट्रक्शन इज इन द फर्स्ट ब्लॉक, सो गो टू 1, यानी कि यहां से आपको अगेन कहां जाना है, दैट इज फर्स्ट ब्लॉक, ये आपने बना दिया। तो देखिए सर आपका बात देखें हम, तो b1 से b2, b2 से b4, ठीक है, एंड अगर आप b1 से b2 जाते हैं तो b2 से b4 डायरेक्ट जाएंगे आप, उस केस में आप b3 को विजिट नहीं करते। अगर आप यहां पर b1 से b3 जाते हैं तो b3 और b1 में एक लूप की कंडीशन बन रही है, दैट इज दिस b3 एंड b1 में। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप b3 पे आते हैं, फिर से आप 1 पे जाकर कंडीशन चेक करते हैं, जब ट्रू आएगा यहां पे जाएगा, तो जैसे ही फॉल्स आया आप इस डायरेक्शन से यहां पे आ गए। अब हमें दो स्पेशल ब्लॉक क्रिएट करने, दैट स्पेशल ब्लॉक कौन सी, अगर आपको इसको कंट्रोल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट करना है, सो फर्स्ट वन इज एंट्री ब्लॉक एंड द नेक्स्ट वन इज लास्ट वन इज एग्जिट। ठीक है, तो एंट्री एंड एग्जिट डिजाइन करना पड़ेगा आपको, दैट इज दिस। सो डेफिनेटली अब जैसे ही आप इस पर्टिकुलर b4 ब्लॉक पे आए, इसके बाद आपके पास कोई आगे मूवमेंट नहीं है, यानी कि क्या होने वाला है आपका, दैट इज एग्जिट, ये एग्जिट होगा। ये आपका गो टू 1 कंडीशनल जंप था, तो एक ही एज बनेगी आपकी जो 1 पे जा रही है, तो एंट्री से आपने एंटर मारा, दैट इज दिस, यहां से आप गए और इधर से आपने क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, तो दैट इज एक्जेक्टली बेसिक ब्लॉक फॉर दिस पर्टिकुलर कोड। ठीक है, ये आपका कंट्रोल फ्लो ग्राफ बन गया, दैट इज कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो इस तरीके से आपको कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्रिएट करना है, दैट इज कंट्रोल फ्लो ग्राफ। गॉट इट। सो टोटल नोड्स कितने हो गए इस ग्राफ के, अगर आपसे पूछा हाउ मेनी नोड्स, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नोड है, यानी एंट्री और एग्जिट को भी काउंट करना है आपको नोड्स में, एजेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 6 नोड एंड 7 एजेस। क्लियर, 3 4 5 6 7 एजेस, ये वाली आपको एंट्री यहां पे काउंट नहीं करना, दैट इज दिस एजेस काउंटेड, तो टोटल 6 नोड एंड 7 एजेस। क्लियर, तो इस तरीके से आप कंसीडर करें। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल 3 एड्रेस कोड दिया है, बेसिक ब्लॉक के थ्रू आपको कंट्रोल फ्लो ग्राफ डिजाइन करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी, दैट डिजाइन दी लीडर्स, लीडर्स कौन-कौन से आपको सबसे पहले वो फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एनी प्रोग्राम इज ऑलवेज अ लीडर, पहला स्टेटमेंट लीडर होगा। अब आप जस्ट क्या करें, फाइंड करें कि जंप इंस्ट्रक्शन का जो भी टारगेट है, से गो टू 4, तो 4th नंबर का इंस्ट्रक्शन आपका क्या होगा, लीडर। गो टू 12, तो 12 नंबर का इंस्ट्रक्शन आपका लीडर होगा। फिर नेक्स्ट आपको जंप याद रखना है, गो टू 9, 9 इज अ लीडर, गो टू 11, 11 इज अ लीडर, यहां पे लिखा है गो टू 2, तो 2 इज अ लीडर। ठीक है, तो आपने सारे गो टू स्टेटमेंट्स देखी, दैट ऑल आर लीडर्स। नाउ आफ्टर ईच गो टू स्टेटमेंट, आफ्टर ईच जंप इंस्ट्रक्शन, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या होगा, लीडर। तो गो टू 4, तो 4th लीडर बनाया आपने। नाउ इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है 3, दैट इज आल्सो लीडर। 12 इज लीडर, 12 के बाद गो टू 12 लीडर, तो 3 के बाद ये जंप इंस्ट्रक्शन है 3, तो 3 के बाद वाला इंस्ट्रक्शन लीडर होगा, दैट इज अ लीडर। गो टू 9, तो 9 इज अ लीडर, 9 के बाद वाला इंस्ट्रक्शन दैट इज 8, गो टू 11 इज अ लीडर। क्लियर, नाउ गो टू 11 इज लीडर, सो इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आएगा ये जंप इंस्ट्रक्शन, इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है दैट ऑलरेडी हमने लीडर डिजाइन कर दिया। 2 इज अ लीडर, इसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन दैट इज आल्सो ऑलरेडी अ लीडर। सो ये आपका इंस्ट्रक्शन है। नाउ इन दैट केस टोटल ब्लॉक्स आपको क्लियर हो गए, यहां पे देखिए b1 दैट इज फॉर b1, इसको हम b2 बोल देंगे। ठीक है, दैट इज b3, ये आपका b4 बन गया। अब देखिए b4 में इंस्ट्रक्शन कितने आएंगे आपके, दैट 4 2 7, दैट ऑल आर इन द b4। क्लियर, क्योंकि 4 नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है वो लीडर है, उसके बाद डायरेक्ट आपका 8 नंबर का इंस्ट्रक्शन क्या है, लीडर है। क्लियर, सो 7 तक आपके सारे इंस्ट्रक्शन 4 to 7 b4 ब्लॉक में आएंगे एंड इट इज गो टू 9, यानी कि ये कहां पे पॉइंट करेगा, जिसमें आपका 9th इंस्ट्रक्शन है, दैट इज दिस। फिर ये आपका b6 b5 बन गया, दैट इज b6। अब देखिए अगला लीडर 11 है, तो 9 10 दोनों इसमें आ जाएंगे आपके, दैट इज b6। फिर b7 दैट इज अ लीडर एंड b8, 8 में दोनों इंस्ट्रक्शन आपके इंक्लूड हो जाएंगे, दैट इज b8 इज आल्सो अ लीडर। b7 इज लीडर, b8 इज आल्सो लीडर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ये आपके सॉरी b8 इज आल्सो ब्लॉक, बेसिक ब्लॉक। ठीक है, अब इसके बाद आपको दो एक्स्ट्रा ब्लॉक कंट्रोल फ्लो ग्राफ में ऐड करने रहेंगे, दैट इज एंट्री एंड एग्जिट कंडीशन। ठीक है, सो b6 b7 b8 तक आपने सारे ब्लॉक्स क्रिएट कर दिए यहां पे। नाउ जस्ट डिजाइन द पर्टिकुलर कंट्रोल फ्लो ग्राफ एंड एजेस रिटन एट ऑल दिस कंडीशन। ठीक है, सो ये दैट फर्स्ट आप क्या बोलेंगे यहां पर, पहला ब्लॉक आपका दैट इज b1 ब्लॉक डिजाइन कर दिया हमने, दैट इज b1। अब हमें इंस्ट्रक्शन पता है b1 फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा आपका, पहले ऑलरेडी मान चुके हैं। b1 से x = 20, सो सिंपल इंस्ट्रक्शन है, तो b1 से b2 एक जाएगी आपकी, बिकॉज़ b1 में कोई जंप इंस्ट्रक्शन नहीं है। b2 में आपका कंडीशनल जंप है, यानी b2 से 2 एज निकलने वाली, कंडीशन ट्रू है तो कहां पे जाना है आपको, 4 पे, गो टू 4, तो 4th इंस्ट्रक्शन किसमें है, b4 पे, तो यहां पे b3 पहले ब्लॉक बनाया आपने एंड नेक्स्ट वन इज b4। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर कंडीशन b2 पे अगर x is less than 10, कंडीशन इज ट्रू, देन गो टू 4, 4 पे चले जाएंगे आप, फिर कंडीशन इज ट्रू एंड कंडीशन इज फॉल्स, देन गो टू 3, यहां पे चले जाएंगे b3 पर। ये फॉल्स होता है b3 पे। अब b3 पे आपने डायरेक्ट गो टू 12 लिखा है, यानी कि जंप इंस्ट्रक्शन है 12 कौन से ब्लॉक में आपका, 8th ब्लॉक में। सो 4 के बाद आप यहां पे 5, ठीक है, फिर 6 7 एंड 8। ठीक है, b7 b8 ये डिजाइन कर लिया हमने सारे ब्लॉक। क्लियर, नाउ आफ्टर दैट पहले इनकी हम एज बना लेते हैं, फिर हम एंट्री और एग्जिट जो भी ब्लॉक है आपके वो ऐड करेंगे। तो देखिए b3 पे आप क्या बोल रहे हैं, b3 पर गो टू 12 लिखा है, यानी b3 पे कोई इनपुट आने पे आपको कहां जाना है, 12 इंस्ट्रक्शन पे, और 12 इंस्ट्रक्शन कहां पे आपका b8 में। सो यहां पे चलेगा b3 से b8 डायरेक्ट जंप, तो एक ही जाएगी। फिर यहां पे 3 और 4 में कोई ऐसे नहीं होगी। ठीक है, 4 पे आपका लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, इफ x = 4 गो टू 9, यानी कंडीशनल जंप, अगर ट्रू हुआ तो 9 पे जाना है, 9 इंस्ट्रक्शन किसमें, b6 में, यानी b4 से b6 पे जाएगी आप। कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज फॉल्स तो अगले इंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे, यानी कि b5 पे चले जाएंगे। ठीक है, b4 का लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है, x = 4, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो b5 में, ट्रू होता है तो b6 में, तो ये b5 b6 पे ट्रांसफर कर दिया। अब b5 पे गो टू 11, यानी कि b7 पे जा रहा है, b5 का आपने क्या लिखा, गो टू 11, यानी कि डायरेक्टली कहां जा रहा है आपका b7 पे, एंड b7 का आपने लिखा है गो टू 2। देखिए b7 पे गो टू 2, तो 2 वाला इंस्ट्रक्शन किसमें आपका, b2 ब्लॉक में, तो यहां से आप रिटर्न मारेंगे, दैट इज b7 to रिटर्न b2। ये b7 में आपने क्या लिखा, गो टू 2, तो आप गो टू 2 पे चले जाएंगे। नाउ इसके पहले आपने एंट्री ब्लॉक बनाया, दैट इज एंट्री, एंड इसके बाद आप क्या बनाएंगे, दैट इज एग्जिट। ठीक है, एक ब्लॉक आपका क्या होगा, दैट इज एग्जिट। सो एग्जिट एंड एंट्री ब्लॉक आपको डिजाइन करने, तो टोटल ब्लॉक्स कितने हो गए आपके, 10, देयर आर 10 ब्लॉक्स इन दिस केस। ये 10 ब्लॉक्स हैं, क्योंकि एक तो आपको बेसिक ब्लॉक दिख रहे हैं, दो एंट्री और एग्जिट, एजेस अगर आप काउंट करें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है, टोटल एजेस कितनी हो रही है आपकी? देखिए मोर टाइम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और भाई एज बाकी है क्या आपकी? दैट देखिए फर्स्ट हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर दैट इज B8 से आपने एग्जिट पे गए, B8 पे कोई जंप इंस्ट्रक्शन नहीं है, B7 पे आपने बोला गो टू 2 दैट इज डायरेक्ट जंप 2 पे चले गए, B5 से गो टू 11 इंस्ट्रक्शन, ठीक है, B6 से आपकी कोई जाएगी डेफिनेटली B6 से आप यहाँ पर B8 को कनेक्ट करें, देखिए B6 से B7 पे, B6 से B7 भी जाएगा आपका बिकॉज़ B6 का लास्ट इंस्ट्रक्शन जो है आपका दैट इज सिंपल इंस्ट्रक्शन, सो B6 से नेक्स्ट जो भी इंस्ट्रक्शन है 10 के बाद 11 एग्जीक्यूट होगा तो 10 इंस्ट्रक्शन 6 में और 11 7 में तो 6 से 7 जाएगा तो दैट इज 11 टोटल 11 एज तो 10 नोट एंड 11 एजेस, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है, सो ये आपका दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, क्लियर दिस इंस्ट्रक्शन टू बेसिक ब्लॉक एंड फ्रॉम दैट बेसिक ब्लॉक टू कंट्रोल फ्लो ग्राफ, फर्स्ट क्लियर बेसिक ब्लॉक एंड देन डिजाइन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, क्लियर, गॉट इट, नाउ अब देखिए कोई प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट आपको दिया है तो इन दैट केस कैसे एग्जीक्यूट करेंगे हम, लाइक आपको लिखा है स्टेटमेंट 4 I equals to 0 to, ठीक है, I equals to 0 and I is less than equals to 100 I plus plus, ठीक है, and corresponding that आपको जो एक्सप्रेशन दिया है that is A equals to B plus C into D, that is the expression and you want to create a control flow graph for this particular expression, control flow graph आपको बनाना है, देखिए कंट्रोल फ्लो ग्राफ के लिए पहले आपको इसको कन्वर्ट करना है क्रिएट एड्रेस कोड, फिर उस क्रिएट एड्रेस कोड का आप डिजाइन करेंगे बेसिक ब्लॉक्स एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ब्लॉक्स यू क्रिएट अ कंट्रोल फ्लो ग्राफ, तो फर्स्ट हम I equals to 0 I less than equals to 100 I plus plus and this expression, so first statement आपका क्या बनेगा, देखिए I equals to 0 यहाँ पे क्या लिखेंगे इनिशियलाइज स्टेटमेंट I equals to 0, second condition if I is less than equals to 100 then go to कहाँ पे जाना है आपको, ठीक है, इनिशियलाइज, फिर आप क्या करेंगे कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन इज ट्रू देन गो टू अ स्टेटमेंट आप क्या करेंगे लूप को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे, फिर कंडीशन चेक करेंगे, सो फर्स्ट I is less than equals to 100 तो गो टू दैट स्टेटमेंट जहाँ पे आपने ये एक्सप्रेशन लिखा है, इफ कंडीशन इज फॉल्स तो आप डायरेक्टली क्या कर देंगे एक्सेप्ट कर देंगे, तो एक्सेप्ट के लिए आप जिस भी स्टेटमेंट आपने एक्सेप्ट बनाया वहाँ पे आप क्या कर देना इसको ट्रांसफर कर देना, तो दैट इज गो टू दिस इंस्ट्रक्शन, नाउ फोर्थ इंस्ट्रक्शन क्या बनेगा आपका, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट आएगा आपका, इसको गो टू 4 लिख सकते हैं, इफ I is less than equals to 100 then go to 4 अदरवाइज गो टू एक्सेप्ट, ठीक है, जो भी एक्सेप्ट का एड्रेस होगा वो यहाँ पास कर देंगे, फोर्थ पे आपको ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करना है, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे T1 equals to C into D, फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे T2 equals to T1 B plus T1 that is this B plus T1 टेम्परेरी में डाला आपने, नेक्स्ट A equals to T2 ए में आपने D2 इंस्ट्रक्शन डाला, ये that is A equals to T2 का रिजल्ट क्या आ गया आपका that is B plus C into D जो A में स्टोर कर दिया आपने, नाउ सेवंथ इंस्ट्रक्शन जैसे ये कंप्लीट एग्जीक्यूट किया आपने, अब आपको क्या करना है I equals to I plus 1 आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं या आप टेम्परेरी वेरिएबल ले सकते हैं, लाइक हमने इस तरीके से लिखा that is I equals to I plus 1, ठीक है, सो I को इंक्रीमेंट किया, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन गो टू कहां पे जाना है आपको, जैसे आपने इंक्रीमेंट किया कंडीशन चेक करेंगे आप गो टू 2 यहां पे कंडीशन अगर आपकी क्या होगी ट्रू होगी तो फिर 4 पे जाना है, सेम टास्क परफॉर्म करना है, सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है आपको, T1 equals to this T2 equals to this A equals to T2 and I equals to I plus 1, ठीक है, इसके बाद आपको इंक्रीमेंट करना है एंड इंक्रीमेंट के बाद आप आ जाएंगे अगेन ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कंडीशन 100 टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं हो जाता आपका, ये फिर आप गो टू और एग्जिट यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आप क्या लिख सकते हैं दैट इज एग्जिट इंस्ट्रक्शन 9th नंबर पे, ठीक है, एंड इसको आप क्या बोलते हैं गो टू 9 पे आप एग्जिट करें, तो इनिशियलाइज I equals to 0 I is less than 100 कंडीशन इज ट्रू गो टू 4 पे गए T1 equals to C into D T2 equals to B plus C A equals to T2, इसके बाद आपने I को इंक्रीमेंट किया और चेक किया फिर से I की वैल्यू कंडीशन ट्रू फिर 4 पे आएंगे अगेन दैट लास्ट कंडीशन 9 एग्जिट, ठीक है, तो यहां से आप एग्जिट पे जाएंगे दैट इज दिस, गॉट इट, नाउ आफ्टर दैट अगर हम देखें यहां पर सो इन दैट केस क्या बनेगा आपका, ठीक है, फर्स्ट आपको पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज लीडर, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका लीडर है वो आपको लीडर डिजाइन करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड इज लीडर, नाउ जंप इंस्ट्रक्शन गो टू 4 इज लीडर, गो टू 9 9 इज लीडर, गो टू 2 इज लीडर, ठीक है, तो तीन जगह गो टू लिखा था आपने, तीनों के टारगेट को आपने लीडर बना दिया 4 9 और 2, नाउ इन सारे जंप इंस्ट्रक्शन के बाद वाले इंस्ट्रक्शन दैट इज आल्सो लीडर, 3 इज आल्सो लीडर, 4 इज आल्सो लीडर जो ऑलरेडी बनाया एंड गो टू 2 लिखा है आपने तो इसके बाद वाला 9 इज आल्सो लीडर, तो जो डायरेक्टली आपने लीडर पहले टारगेट कर रखा है उसको, ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5 ब्लॉक्स आएंगे आपकी प्लस 2 आपके एक्स्ट्रा ब्लॉक आएंगे यानी, तो देखिए एंट्री तो आना है, एग्जिट आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको डिजाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोड हमने खुद डिजाइन किया, तो यहां एग्जिट स्टेटमेंट अगर हम डिजाइन करें तो ऑब्वियसली हम उसका एंड पॉइंट पे सेट करेंगे, यानी कि यहां पर आपने टर्मिनेशन पॉइंट दे रखा है तो कंट्रोल इसके थ्रू क्या हो जाएगा आपका बाहर हो जाएगा, तो फर्स्ट बिगिनिंग में आपने लिखा दैट इज B1 इसको B1 ब्लॉक बोलते हैं, दैट इज B2 दैट इज B3 एंड ये पूरा कंप्लीट आपका क्या होगा दैट इज B4, ठीक है, बिकॉज़ इन दैट केस आप क्या बोलेंगे कि यहां पर आपका B4 इज अ लीडर और 4 के बाद आप 8 तक जा रहे हैं सारे स्टेटमेंट नॉर्मल है और 8 के बाद वाला 9 क्या आपका लीडर है और 8 जो है वो जंप इंस्ट्रक्शन है दैट इज अनकंडीशनल जंप जो 2 को पॉइंट कर रहा है एंड फिर आपने क्या मार दिया एग्जिट मार दिया, सो इन दैट केस आप कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाएंगे दैट इज फर्स्ट B1 डिजाइन किया आपने ब्लॉक B1 इज नॉर्मल इंस्ट्रक्शन तो B1 से B2 चली जाएगी आपकी बिकॉज़ B1 इज नॉर्मल इंस्ट्रक्शन, B2 पे आपने लिखा है लास्ट जो इंस्ट्रक्शन दैट इज गो टू 4 इफ कंडीशन ट्रू देन गो टू 4 फॉल्स, अगर आपका कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो आप आ जाएंगे 3 पे जाएंगे B3 पे, तो देखिए दो एज जाएगी इस पे, एक तो B3 पे अगर कंडीशन क्या है आपकी फॉल्स है तो कंडीशन अगर ट्रू है तो आप आ जाएंगे 4 पे यानी कि B4 ब्लॉक पे जाएंगे, फोर्थ स्टेटमेंट इसमें आपका B4, सो हियर दिस नाउ B3 क्या है आपका दैट इज गो टू 9 दैट इज अनकंडीशनल जंप यानी कि डायरेक्टली आप कहां पे जाएंगे 9 इंस्ट्रक्शन जिस पे लिखा है आपने, ठीक है, दैट इज B5 इसको B5 बोल सकते हैं आप, दिस ब्लॉक इज B5, ये सो आप यहां पर B5 ब्लॉक डिजाइन कर लेते हैं दैट इज दिस, तो क्या बोलते हैं कि B3 पर आपने गो टू 9 लिखा है 9 इंस्ट्रक्शन इज इन B5 फिफ्थ ब्लॉक एंड दैट इज अनकंडीशनल जंप, ये सो आप डायरेक्टली B5 पे मूव कर जाएंगे, नाउ उसके बाद अगर हम देखें यहां पर दैट इज B4 इंस्ट्रक्शन जो है आपका वो क्या है B4 का लास्ट गो टू 2 यानी कि जंप इंस्ट्रक्शन अनकंडीशनल जंप है आपका, सो इन केस ऑफ अनकंडीशनल जंप हम क्या करेंगे B4 से आप डायरेक्टली मूव करेंगे किस पे B2 पे, बिकॉज़ सेकंड इंस्ट्रक्शन इज इन दी B2 तो B4 से आप B2 पे चलेंगे, तो देखिए B4 और B2 में लूप बन रहा है दैट इज व्हाइल लूप, सॉरी फोर लूप, ये फोर लूप आप यहां पे वर्क कर रहा है, ठीक है, B4 से कहीं और जाएगी क्या नहीं जाएगी, B3 से कहीं और जाएगा नहीं जाएगा बिकॉज़ बोथ आर अनकंडीशनल जंप एंड B5 इज एग्जिट स्टेटमेंट, ठीक है, तो इससे भी कहीं नहीं जाएगी आपकी दैट इज ऑलवेज टर्मिनेशन, ये टर्मिनेट होगा आपका एंड दैट इज दी B1 इसके पहले आपको क्या लगाना है एंट्री पॉइंट दैट इज एंट्री, ये सो दैट इज दी ग्राफ, ये ग्राफ आप कंस्ट्रक्ट करोगे, सो जहां भी आपका कंडीशनल जंप है एक ही कंडीशनल जंप से वहां पे 2 एजेस जा रही है आपकी, बाकी 3 और 5 में आपका 3 और 4 में आपका जो था वो अनकंडीशनल जंप था दैट्स व्हाई एक एज जाएगी, तो दैट इज द कंट्रोल फ्लो ग्राफ फॉर दिस, ठीक है, तो टोटल नोड्स कितने हो गए 6 नोड बन जाएंगे आपके 4 + 2, अभी एग्जिट बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी 9 तो आपका B5 ब्लॉक है दैट इज ऑलवेज एग्जिट ही आपने खुद क्रिएट किया है, ठीक है, सो दैट इज B1 B2 B3 B4 B5 एंट्री पॉइंट या इसको आप एग्जिट पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, सो एग्जिट 4 ब्लॉक है और एग्जिट पॉइंट आपका, क्लियर, सो दैट इज द कंट्रोल फ्लो ग्राफ यूजिंग अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, गॉट इट, थैंक यू।
पोलानी कोलकाता से या पोलानी So, ला देख 5 मिनट करने थे Start with intermediate code generation. तो देखिए इंटरमीडिएट कोड जनरेशन इज द फोर्थ फेज ऑफ द कंपाइलर. अगर स्टैंडर्ड कंपाइलर की बात करें तो 6 फेज ऑफ कंपाइलर में से जो फोर्थ नंबर का फेज होता है दैट इज आईसीजी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. ठीक, तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आपका लास्ट फेज ऑफ फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर बोल सकते हैं आप. यानी कि हमने बोलते हैं फर्स्ट फेज होता है लेक्सिकल एनालाइजर, नेक्स्ट सिंटैक्स, नेक्स्ट सिमेंटिक एनालाइजर एंड द लास्ट वन इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन एंड दैट ऑल टुगेदर इज कॉल्ड द फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर. ठीक है, ये सारा आपका क्या कहलाएगा दैट इज फ्रंट एंड. तो फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर का लास्ट फेज जो होता है दैट इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. सो जो भी आईसीजी का आउटपुट होगा दैट इज द आउटपुट ऑफ फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर. ठीक है, यानी कि आप सोर्स प्रोग्राम अप्लाई कर रहे हैं एंड यू ट्रांसलेट दिस सोर्स प्रोग्राम इनटू इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, यानी कि हम क्या बोलते हैं आईसीजी रिप्रेजेंटेशन आपका आउटपुट आएगा एंड दैट इज अप्लाइड इन अ नेक्स्ट बैक एंड ऑफ द कंपाइलर. तो कहां पे अप्लाई करते हैं आप बैक एंड में. क्लियर. सो क्या बोलते हैं इन द एनालिसिस सिंथेसाइज फेज. जो फर्स्ट फेज होता है आपका दैट इज एनालिसिस फेज, यानी कि फ्रंट एंड में जो फेजेस आपके आते हैं दैट इज कॉल्ड एनालिसिस फेज एंड बैक एंड में जो फेज आते हैं आपके दैट इज सिंथेसाइज फेज. ठीक है, तो इन द एनालिसिस सिंथेसाइज मॉडल ऑफ कंपाइलर द फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर ट्रांसलेट द सोर्स प्रोग्राम इनटू इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड. इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड का मतलब क्या होता है दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट. ठीक है, यानी जो आपका आईसीजी यहां पे कोड जनरेट हुआ है दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट यानी यू कैन रन दैट आईसीजी कोड डिफरेंट मशीन. ठीक है, नाउ दैट द बैक एंड ऑफ कंपाइलर यूज दिस इंफॉर्मेशन दिस इंटरमीडिएट कोड टू जनरेट द टारगेट कोड. ठीक है, यानी कि ये बैक एंड क्या करेगा फिर इस इंटरमीडिएट कोड को यूज करेगा टू जनरेट द टारगेट कोड. टारगेट कोड जनरेट करने के लिए यहां पर इसका यूज होगा. ठीक है, एंड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द मशीन. तो मशीन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं अंडरस्टूड कर रहे हैं. सो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का मेन एडवांटेज क्या है यहां पर आपका दैट कैन बी सपोर्ट ऑन मल्टीपल डिफरेंट मशीन दैट इज मशीन इंडिपेंडेंट. मशीन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड आप क्या बोलेंगे कि वो मशीन डिपेंडेंट नहीं है, दैट कैन बी रन ऑन डिफरेंट मशीन. यानी कि आपको सेम सोर्स प्रोग्राम को अलग-अलग मशीन पर रन करना है. यानी जिस मशीन में आपका डिफरेंट बैकएंड है अगर आप उस पर रन करना चाहते हैं तो जस्ट चेंज द बैकएंड बट आपका आईसीजी कोड यू कैन यूज ऑन मल्टीपल मशीन्स. क्लियर. नाउ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग मशीन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड्स क्या बेनिफिट होता है आपका बिकॉज़ मशीन इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड portability will be enhanced. Obviously आपकी portability enhance हो जाएगी. ठीक है, for example source tape a compiler translate the source language to its target machine language without having the option for generating intermediate code. Then for a new machine a full native compiler is required. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इंटरमीडिएट कोड का आउटपुट यूज नहीं करते यानी कि आप डायरेक्टली क्या करते हैं 6 फेज में आपका सिंगल पास कंपाइलर यानी कि सारे 6 फेजेस में आपने लेक्सिकल एनालाइजर से कोड जनरेशन तक सारे फेजेस में एक साथ आपने सोर्स प्रोग्राम अप्लाई किया एंड यू गेट इफ यू गेट द टारगेट कोड एंड दैट केस आप क्या बोलेंगे कि आपके पास डायरेक्टली क्या मिल रहा है टारगेट कोड. तो जैसे ही आपको किसी और मशीन के लिए रिक्वायरमेंट है तो आपको फिर से पूरा नया कंपाइलर करना पड़ेगा क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, बट अगर आप देयर इज अ वे देयर इज अ चांस टू जनरेट इंटरमीडिएट कोड यानी कि आपने ऑप्शन बनाया कि यू कैन जनरेट इंटरमीडिएट कोड दैट इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि वहां पर आपको कंप्लीट डिजाइन करने की जरूरत नहीं है. यू कैन use that intermediate code on a different platform. That is the main advantage. Now, retargeting is a facility. ठीक है, कोई आप retarget कर सकते हैं उसको सेम intermediate code को. It is easy to apply source code modification to improve the performance of source code by optimizing intermediate code. ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं intermediate code पे आप machine independent code optimization techniques होती है that can easily apply on the intermediate phase पे आपका easy हो जाता है code optimization technique को apply करना machine independent को ताकि जब आपका target code generate हो. So in that case when you apply machine independent optimization technique so जो आपका code मिलेगा that is already क्या होगा आपका that is optimized code होगा यानी कि कुछ level तक वो आपका क्या होगा already optimized होगा. So आप machine independent optimization code techniques होती है you can directly apply on intermediate code generation. So that is the main advantage. Clear. Now the following common use intermediate code representation आईसीजी का आउटपुट जो होता है वो किस फॉर्मेट में आपका आ सकता है. तो दैट फर्स्ट इज द पोस्टफिक्स नोटेशन. ठीक है, पोस्टफिक्स नोटेशन के फॉर्मेट में आप आउटपुट जनरेट कर सकते हैं. जैसे आपका ऑर्डिनरी इनफिक्स वे ऑफ राइटिंग द सम ऑफ ए एंड बी इज विद ऑपरेटर इन मिडिल a plus b. अगर मान लीजिए आपको दो नंबर को ऐड करना है तो आप जनरली क्या लिखते हैं a plus b दैट इज ऑर्डिनरी इनफिक्स नोटेशन. बट द पोस्टफिक्स नोटेशन फॉर द सेम एक्सप्रेशन क्या होगा आपका पोस्टफिक्स नोटेशन किस टाइप से आप जनरेट कर सकते हैं. सो दैट केस हम क्या बोलेंगे पोस्टफिक्स नोटेशन में जो भी आपके ऑपरेटर होंगे एट द राइट एंड ऑफ द एक्सप्रेशन यानी कि आपको a plus b है इसका पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होगा ये आपका इनफिक्स हो गया एंड व्हाट इज द पोस्टफिक्स. द पोस्टफिक्स हम क्या बोलेंगे दैट इज ab प्लस. ठीक है, पोस्टफिक्स नोटेशन आपका क्या होगा दैट इज ab प्लस. क्लियर. नाउ नो पैरेंथेसिस आर नीडेड. इस केस में आपको पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपने यहां पे लिखा a plus b इसके लिए आपको ब्रैकेट पोस्टफिक्स नोटेशन में पैरेंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है आपको. ठीक है, बिकॉज़ पोजीशन एंड आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्गुमेंट ठीक है ऑफ द ऑपरेटर परमिट्स ओनली वन वे टू डिकोड द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यानी कि आपका जो भी पोजीशन है उस ऑपरेटर का उसके थ्रू आप क्या करेंगे एक्जेक्टली आपको एक ही वे मिलेगा उस पोस्टफिक्स नोटेशन को डिकोड करने का. यानी कि दैट इज नॉट अ मल्टीपल चांस मल्टीपल वे एक से ज्यादा तरीके आपके पास है उसको एक्जीक्यूट करने के. ठीक है, बट यहां पे पोस्टफिक्स में क्या बोलेंगे एक्जेक्टली एक ही वे होगा आपको डिकोड करने का. दैट्स व्हाई देयर इज नॉट एनी नीड ऑफ द पैरेंथेसिस. नाउ इन पोस्टफिक्स नोटेशन द ऑपरेटर फॉलो द ऑपरेंड. ऑपरेटर क्या कर रहा है आपका ऑपरेंड को फॉलो कर रहा है. क्लियर. ओके, सो लेट्स सी द हेल्प ऑफ एग्जांपल. एक एग्जांपल सेंस को देखते हैं दैट लाइक एक्सप्रेशन लिखा आपका a plus b a plus b या आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिखें a plus b b into c. ठीक है, माइनस b. मान लीजिए ये एक्सप्रेशन है आपका. सो इन दैट केस आप इस तरीके से करेंगे कि पोस्टफिक्स नोटेशन अगेन आपका यहां पे जो भी प्रेसिडेंस रूल होगा. ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसकी होती है दैट इज ब्रैकेट ओनली. आफ्टर ब्रैकेट ब्रैकेट में क्या आपको कौन सा ब्रैकेट आपको यहां पे लेफ्ट राइट किसी ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, यहां पे जाने वाला a plus b ये ब्रैकेट में दोनों की एडिशन होगा यहां पे मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है, मान लीजिए आपने यहां पे साइन लिखा दैट इज मल्टीप्लिकेशन. नाउ इन दैट केस क्या होगा आपका देखिए इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी निकाल के ab और प्लस को लास्ट में लिखा दैट इज सिंगल ऑपरेंड. ये अब आपका एज अ सिंगल ऑपरेंड वर्क करेगा. ठीक है, फिर आपने यहां पे ये प्लस साइन दैट इज प्लस. ठीक है, इसके पहले आपको ये ब्रैकेट एक्जीक्यूट करना है एट द एंड. अभी हम जस्ट समझने के लिए यहां पे ब्रैकेट लगा देते हैं. ठीक है, फिर हमने यहां पे इसको सॉल्व किया b और c तो bc एंड मल्टीप्लिकेशन को लास्ट में लिखा दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड d. अब ये एक सिंगल ऑपरेंड है आपका ये एक सिंगल ऑपरेंड. ठीक है, एंड दैट इज दिस स्टार एंड d. अब प्लस और स्टार में पहले कौन सा एक्जीक्यूट होगा आपका तो ऑब्वियसली d एक्जीक्यूट होगा. तो आप इस तरीके से लिखेंगे bc फर्स्ट ऑपरेंड पहले पूरा ऑपरेंड लिखेंगे दैट इज फर्स्ट. अब bc मल्टीप्लिकेशन दैट इज अ कंप्लीट सिंगल ऑपरेंड. फिर सेकंड ऑपरेंड दैट इज b और फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे उसमें लास्ट में ये ऑपरेटर दैट इज स्टार. जैसे हमने यहां पे लिखा ab और प्लस जैसे यहां पे लिखा bc एंड स्टार वैसे bc स्टार सिंगल ऑपरेंड फिर सेकंड ऑपरेंड एंड मल्टीप्लिकेशन दैट कंप्लीट अ सिंगल ऑपरेंड. अब ये पूरा एक ऑपरेंड बन गया आपका. एक ऑपरेंड ये हो गया आपका एक ऑपरेंड ab प्लस. ठीक है, इन दोनों में बीच में क्या है एडिशन है. तो फर्स्ट ऑपरेंड ab प्लस फिर सेकंड ऑपरेंड bc स्टार d स्टार एंड इन दोनों में कौन सा ऑपरेशन दैट इज एडिशन. तो लास्ट में आपने एडिशन साइन लगा दी. फिर इस तरीके से आप वहां पर एग्जीक्यूट करेंगे उसको. बट नाउ नेक्स्ट वन इज थ्री एड्रेस कोड. सेकंड रिप्रेजेंटेशन आपका होता है दैट इज थ्री एड्रेस कोड. तो थ्री एड्रेस कोड में हम क्या बोलते हैं स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो मोर देन 3 रेफरेंसेस. ठीक है, 2 फॉर ऑपरेंड एंड 1 फॉर रिजल्ट. यानी कि आपका एक इंस्ट्रक्शन के अंदर मैक्सिमम 3 रेफरेंसेस आ सकते हैं. मैक्सिमम 3 एड्रेस आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन. मान लीजिए आपका कोई लार्ज एक्सप्रेशन है सो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में 3 से ज्यादा आपके एड्रेसेस हैं तो इन आईसीजी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में आप 3
एड्रेस फॉर्मेट में क्या करते हैं उसको 3 एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नॉट मोर देन 3 रेफरेंसेस, 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 फॉर ऑपरेंड एंड 1 फॉर रिजल्ट, 2 ऑपरेंड के लिए होना चाहिए और 1 रिजल्ट के लिए होना चाहिए। इट इज नोन एज 3 एड्रेस स्टेटमेंट। अ सीक्वेंस ऑफ 3 एड्रेस स्टेटमेंट इज नोन एज 3 एड्रेस कोड, ठीक है। 3 एड्रेस स्टेटमेंट के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? 3 एड्रेस कोड। दिस एड्रेस स्टेटमेंट इज ऑफ द फॉर्म x equals to y operator z, ये x y z का द एड्रेस इज मेमोरी लोकेशन, yes आप ऑपरेंड बोल सकते हैं, एंड समटाइम्स स्टेटमेंट माइट कंटेन लेस देन 3 रेफरेंसेस बट इट इज स्टिल कॉल्ड 3 एड्रेस स्टेटमेंट। मतलब क्या हुआ? अगर मान लीजिए आपने लिखा x equals to y plus z, तो दैट इज 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, ये 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपने यहां पे मान लीजिए लिखा है दैट इज x equals to only y, तो दैट इज आल्सो कंटेन 3 एड्रेस, यानी कि आप मैक्सिमम 3 एड्रेस ले सकते हैं, 3 से कम लेंगे तो भी वो 3 एड्रेस में काउंट होगा आपका। मान लीजिए आप यूनिटी ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं x equals to minus y, so y को नेगेटिव करके आप क्या कर रहे हैं? x में स्टोर कर रहे हैं, तो दैट इज 3 एड्रेस। मान लीजिए आपका कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है like x equals to a plus b into c divided d, ठीक है, ये एक्सप्रेशन, एंड यू वांट टू कन्वर्ट इनटू 3 एड्रेस बिकॉज़ देयर इज अ टोटल कितने एड्रेस है यहां पे 1 2 3 4 5 एड्रेसेस हैं, आप इसको 3 एड्रेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको पता है एक्सप्रेशन में बोर्ड पास रूल के अकॉर्डिंग हम बोलेंगे फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन सॉल्व किया, एक टेम्परेरी ले लिया हमने t1 दैट इज इक्वल्स टू b into c, ठीक है। फिर हमने क्या बोला इस t1 वैल्यू को किससे डिवाइड करना है आपको t से, मान लीजिए आपने को टेम्परेरी ले लिया t2 दैट इज t1 डिवाइड बाय d, ये लिखा तो क्या है 3 एड्रेस, ये 3 एड्रेस, ये 3 एड्रेस आपका, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया इसको आफ्टर दैट a में ऐड करना है आपको, तो नेक्स्ट टेम्परेरी ले आप सेम टेम्परेरी को रीयूज कर सकते हैं, आप यूनिक नए टेम्परेरी भी ले सकते हैं, आप कितने भी टेम्परेरी और ऑप्टिमाइजेशन भी ऑप्टिमाइज्ड हो जाएगा, अननेसेसरी वेरिएबल आपके यहां पे रिड्यूस होंगे, सो a प्लस दैट इज t2 एंड फाइनली इस t3 की वैल्यू आपने किसमें स्टोर कर दी in the x, t3 is equals to x plus to t3, तो यहां पे दो एड्रेस यूज हो रहे हैं, बाकी तीनों इंस्ट्रक्शन में 3 एड्रेस यूज हो रहे हैं, तो दैट इज द 3 एड्रेस कोड, इसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज 3 एड्रेस कोड। तो इस तरीके से आप कोड का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं 3 एड्रेस कोड का, गॉट इट। सो इट इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिंटैक्स ट्री, सिंटैक्स ट्री इज नथिंग मोर देन द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ पार्स, यानी कि इसमें क्या होता है? द ऑपरेटर इन कीवर्ड नोड्स ऑफ द पार्स ट्री आर मूव्ड टू देयर पैरेंट एंड चेन ऑफ द सिंगल प्रोडक्शन इज रिप्लेस्ड बाय सिंगल लिंक इन अ सिंटैक्स ट्री, द इंटरनल नोड्स आर ऑपरेटर्स एंड चाइल्ड नोड्स आर ऑपरेंड, यानी कि आपका कोई भी एक्सप्रेशन है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अगर आप ट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो दैट पार्स ट्री हम क्या बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को जनरेट करने में जो नॉन टर्मिनल्स ग्रामर के यूज हो रहे हैं वो भी हम ट्री में मेंशन करते हैं, बट इन केस ऑफ सिंटैक्स ट्री हम क्या करते हैं? ओनली ऑपरेटर्स एंड देयर वैल्यूज, ठीक है, ऑपरेटर और उसके ऑपरेंड्स, ठीक है, जिन दो ऑपरेंड के बीच में आप ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं, ये ऑपरेटर इज अ बाइनरी या यूनरी या डायरेक्टली आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ट्री में आपका सब क्या लिखने वाला है? दैट इज ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स, ठीक है। जो ऑपरेंड्स होंगे दैट इज ओनली चाइल्ड नोड या लीफ नोड पे हो सकते हैं, और जो ऑपरेटर होंगे वो पैरेंट नोड या इंटरनल नोड्स की डेफिनेशन को सैटिस्फाई करेंगे। सो टू फॉर्म अ सिंटैक्स ट्री पुट पैरेंथेसिस इन द एक्सप्रेशन, दिस way it's easy to recognize which operand should come first, यानी कि अगर आप कभी भी किसी एक्सप्रेशन का सिंटैक्स ट्री क्रिएट करना चाहते हैं तो जस्ट क्रिएट द पैरेंथेसिस टू दैट ट्री, ठीक है। पहले आप क्या करें? उसके करस्पॉन्डिंग पैरेंथेसिस डिजाइन करें ताकि आप इजीली उसको क्या कर सकें? आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे डिजाइन किया एक्सप्रेशन लिखते हैं लाइक a plus b, ठीक है, एंड एक्सप्रेशन हमने यहां पे विदाउट पैरेंथेसिस पे डिजाइन करते हैं दैट इज a plus b, ठीक है, into c डिवाइड d minus e, ये हमने यहां पर एक्सप्रेशन, तो देखिए इस पर्टिकुलर में आपको सबसे पहले क्या कर लेना है? हमें पता है कि इस जो भी ऑपरेंड आप यहां पे परफॉर्म करना चाहते हैं इसमें आप जो ऑपरेटर है दैट इज दिस, ये जो भी ऑपरेटर है, अब ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपकी जो है ये किसी न किसी ग्रामर के थ्रू पैसेज जनरेट होगी, देखिए इंटरमीडिएट कोड पे आप आ चुके हैं, यहां पे कहीं ना कहीं आपने उस एक्सप्रेशन को किसी प्रोडक्शन रूल से वेरीफाई किया होगा और सिंटैक्स से जनरेट की होगी, ठीक है, बिकॉज़ आईसीजी का इनपुट क्या होता है? is the output of semantic analyzer, and what is the output of semantic analyzer? That is the semantically verified parse tree. Now you want to convert that parse tree into syntax tree, उस parse tree को हम क्या करना चाहते हैं? सिंटैक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, so दैट के साथ क्या लिखेंगे? जैसे आप लिखा that is this, इसको जस्ट पहले पैरेंथेसाइज करें, यानी किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है तो पहले हम उसको एग्जीक्यूट करें, यानी कि हम सब समझने के लिए कर रहे हैं यहां पर, अदरवाइज इफ यू नो देन जस्ट डायरेक्टली एग्जीक्यूट, तो c p और c का मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसकी जो भी वैल्यू आएगी आपकी उसको आपको कैसे डिवाइड करना है d से, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या कर लेना है? a में वो ऐड करना है, क्योंकि प्लस और माइनस में प्लस एंड माइनस बोथ आर लेफ्ट सोसाइटी और प्लस की प्रायोरिटी, यानी कि जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, प्लस पहले एग्जीक्यूट होगा, दैट इज दिस, और इस पूरे रिजल्ट में से आपने माइनस e कर दी, सो दैट इज पैरेंथेसाइज, ठीक है, सारे में पैरेंथेसिस लगा देंगे, सिंपल ब्रैकेट्स लगाने हैं आपको। नाउ फर्स्ट इनरमोस्ट ब्रैकेट दैट इज b into c, सबसे पहले आपको b क्रॉस c को एग्जीक्यूट कर देना है, मल्टीप्लिकेशन b and c, ये लिख दिया आपने, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट इस पूरे को आपको डिवाइड करना है, इससे डिवाइड बाय d, तो d लिख दिया आपने, और इस पूरे में आपको ऐड करना है क्या? दैट इज a में ये पूरा ऐड करना है, तो a प्लस दिस पूरा ऑपरेशन, और फिर इस पूरे पार्ट में से आपको माइनस करना है, दिस माइनस e को माइनस करना है, दैट इज अ सिंटैक्स ट्री, ये आपका क्या बनेगा? सिंटैक्स ट्री बनेगा, दैट इज सिंटैक्स ट्री। पार्स ट्री का लॉजिक क्या होगा आपका? सबसे पहले आप इसकी प्रोडक्शन रूल्स लिखेंगे, ठीक है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका एलएमटी आरएमटी राइट मोस्ट डेरिवेशन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से आपके जो प्रोडक्शंस बनेंगे, ठीक है, उन प्रोडक्शन के लिए स्टेप ऑफ डेरिवेशन के थ्रू आप पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो पार्स ट्री में कहीं ना कहीं आपके टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स सारे क्रिएट होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? दैट ऑल आर टर्मिनल्स। सो विद द हेल्प ऑफ नॉन टर्मिनल्स जो पार्स ट्री का लॉजिक होता है आपका सिंपल सा, जो भी प्रोडक्शन रूल्स बिहाइंड इसके एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो क्रिएट करेंगे, एंड फाइनली इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू सिंटैक्स ट्री दैट इज द स्ट्रक्चर लाइक दिस, क्लियर? a plus b star c divide d minus e को आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो दैट बिकम्स द सिंटैक्स ट्री। तो अननेसेसरी जो आपके वेरिएबल्स हैं जो नॉर्मली पार्स ट्री में दिखते हैं इन सिंटैक्स ट्री वो सारा आपका क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, ठीक है, सो दैट इज द ऑप्टिमाइज, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अननेसेसरी जो चीजें थी वो रिमूव हो गई, एंड दैट इज सिंपल वे ऑफ द स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट सिंटैक्स ट्री, so it is one of the output of intermediate code generation. Now the next one is directed acyclic graph. अब देखिए dec is also like a, you can say that it is a like a syntax tree but in which directed acyclic, यानी कि यहाँ पर आपका directed graph होगा and it must be a acyclic graph, ठीक है, dec is called directed acyclic graph. So each node of it contain a unique value, हर node पे क्या होगा आपका? एक unique value होगी, it does not contain any cycle in it, इसमें कोई cycle नहीं होगी आपकी, that's why it is called acyclic, ठीक है, and dec is constructed for optimize the basic block, ठीक है, basic block design, basic block क्या होता है आपका? basic block is the block that contains sequence of instruction, ठीक है, जो प्रोग्राम में आपके sequence of instruction आप execute कर रहे हैं तो continuous sequence of instruction की पैर को आप किसमें स्टोर कर देते हैं? दैट इज बेसिक ब्लॉक, ठीक है। नाउ dec क्या होता है आपका? dec is usually construct using 3 address code, 3 address code से भी आप dec को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन सच एज dec code elimination and common sub expression elimination are then applied, ठीक है। अब देखिए dec आप कंस्ट्रक्ट करेंगे किसी भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए, सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि बाय डिफॉल्ट कॉमन सब एक्सप्रेशन आर एलिमिनेटेड, ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपका एक ही डेटा बार-बार यूज हो रहा है तो आपको बार-बार उसे डिफाइन नहीं करना, यू कैन डायरेक्टली यूज विद द सेम डेफिनेशन। जैसे मान लीजिए हमने यहां पे लिखा दैट इज a करस्पॉन्डिंग आपने किसी एक्सप्रेशन के लिखा दैट इज a इक्वल्स टू लाइक राइट द एक्सप्रेशन इज a plus b into a plus b, ठीक है, मान लीजिए एक्सप्रेशन लिखा, तो आप यहां पे क्या करेंगे कि प्लस आपको करना है a और b को, ठीक है, फिर आपको a और d को क्या करना है? ऐड करना है, इन दैट केस आप क्या करेंगे? ये वाला a आप यहां से यूज करेंगे, यानी फिर से एक लीफ नोड नहीं बनाएंगे, दैट इज यूज जस्ट a, दिस प्लस a and d, ठीक है, आपके टोटल 4 ऑपरेंड यहां पे लिख रहे थे बट a इज कॉमन, दैट्स व्हाई हमने क्या करा? a को सेम लोकेशन से एक्सेस कर लिया, दैट इज a is used here also and here also, तो दोनों नोड में और इन दोनों को क्या कर दिया आपने? मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो दैट इज द डायरेक्टेड असाइक्लिक नोटेशन, ठीक है, कहलाता है आपका dec कहलाएगा, दैट इज डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ।
ठीक है, यानी डायरेक्टेड आप इसमें डायरेक्शन बना सकते हैं कि आप इसकी वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज इन दिस वे, देख आपने यहां पे ट्रांसफर किया, तो जो भी आप लॉजिक यूज करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, बट देयर इज नॉट एनी साइकिल, उसमें कोई साइकिल नहीं आएगी आपकी, इट मस्ट बी अ साइकिल, तो दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। क्लियर, थैंक यू। Start with 3 address code. 3 address code क्या होता है आपका? 3 address code is a type of intermediate code which is easy to generate and can be easily converted into machine code. ठीक है, तो ये एक टाइप होता है intermediate code generation का, कंपाइलर का फेज होता है, fourth phase of compiler. So that is the one of the output of ICG intermediate code का आउटपुट होता है आपका 3 address code and that is very popular. ठीक है, जनरली आप maximum compiler can use the 3 address code. So in which हम क्या बोलते हैं कि it is easy to generate, ये जनरेट करने में easy होता है और इससे आप मशीन कोड में easily क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, it makes use of at most 3 address and one operator to represent the expression and the value of computed at each instruction is stored in a temporary variable generated by the compiler. ठीक है, यानी कि यहाँ पे हर एक इंस्ट्रक्शन में, हर एक स्टेटमेंट, हर एक इंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम 3 एड्रेस यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, उसमें से आपका एक एड्रेस होता है जिसमें आप क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, टेम्पररी वेरिएबल के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लार्ज एक्सप्रेशन को अगर आपको 3 एड्रेस में कन्वर्ट करना है, सो यू कैन जनरेट टेम्पररी वेरिएबल्स, टेम्पररी वेरिएबल के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आउटपुट जनरेट कर सकते हैं एंड द कंपाइलर डिसाइड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन गिवन द 3 एड्रेस कोड। ठीक है, तो कंपाइलर डिसाइड करता है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन यूज करना है गिवन बाय द 3 एड्रेस कोड, तो कंपाइलर डिसाइड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन गिवन बाय द 3 एड्रेस कोड एंड it is used to represent expression and the value computed at each instruction is stored in a temporary variable generated by compiler. यानी कि जो भी वैल्यू आपकी जनरेट हो रही है हर एक एक्सप्रेशन की इंटरमीडिएट पे, वो हम टेम्पररी वेरिएबल्स में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं एंड दैट टेम्पररी वेरिएबल इज जनरेटेड बाय द कंपाइलर। क्लियर, ये तो जनरेट करता है आपका कंपाइलर जनरेट करता है, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब देयर आर वेरियस टाइप ऑफ 3 एड्रेस कोड, implementation जो होता है आपका 3 एड्रेस कोड का, वो यहाँ पे 3 रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज क्वाड्रपल, सेकंड वन इज ट्रिपल एंड थर्ड वन इज इनडायरेक्ट ट्रिपल। So there are 3 representation of 3 address code, namely first one is quadruple, second one is triple and third one is indirect triple. तो quadruple क्या होता है आपका? So in case of quadruple की हम बात करें तो quadruple नेम से क्लियर है, यानी कि यहाँ पे आप मैक्सिमम 4 फील्ड यूज कर सकते हैं, ट्रिपल यानी कि आप 3 फील्ड यूज करेंगे, indirect triple अगेन आप क्या 3 फील्ड यूज करेंगे, there are 3 field. So what is the meaning of field and what data is stored in that field? तो देखते हैं one by one. First one is quadruple. तो quadruple क्या होता है आपका? It is a structure that consists of 4 field, namely operator, argument 1, argument 2 and result. ठीक है, एक टाइप का स्ट्रक्चर है that consists of 4 field. First one is operator, second one is argument 1, argument 2 and result. ठीक है, operator denotes the operator and argument 1 and argument 2 is 2 operands. तो आपके डिफरेंट ऑपरेंड जो है उनके करस्पॉन्डिंग आपने दो सिंबल यूज किया, दैट इज आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2 एंड द रिजल्ट इज यूज्ड टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो 3 एड्रेस कोड का एक्सप्रेशन डिजाइन कर रहे हैं, उस एक्सप्रेशन के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए हम एक नेक्स्ट ऑपरेटर यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड रिजल्ट, या एक लोकेशन बोल सकते हैं जहां पे हम क्या कर रहे हैं उसको स्टोर करें, तो दैट इज द क्वाड्रपल। तो क्वाड्रपल की अगर हम बात करें तो क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या बोलते हैं कि देयर आर 4 फील्ड, दैट 4 फील्ड कंटेन फर्स्ट वन इज ऑपरेटर, ऑपरेटर कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ऑपरेंड 1 फर्स्ट ऑपरेंड, ऑपरेंड 2 एंड द रिजल्ट। ठीक है, दैट रिजल्ट इज द एक्सप्रेशन जहां पे आपका रिजल्ट आ रहा है स्टोर करना, आपने एक एक्सप्रेशन लिखा a = x + y। ठीक है, a = x + y का रिजल्ट अगर आपको स्टोर करना है तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, a इज रिजल्ट, x इज ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2 एंड प्लस इज द ऑपरेटर। तो 4 फील्ड में आपका जो डिवीजन होगा, तो फर्स्ट जो फील्ड का डेटा दैट इज प्लस, कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो दैट इज प्लस, ऑपरेंड 1 क्या है आपका x, ऑपरेंड 2 क्या है आपका y, तो x एंड y एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, रिजल्ट का स्टोर कर रहे हैं आप a में, तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन। इस तरीके से आप 4 फील्ड का डेटा सेट करेंगे प्लस x, y एंड a। ठीक है, सो फर्स्ट दैट इज ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड रिजल्ट। ये ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 का ऑर्डर में सेट करना है, मान लीजिए यहां पे एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लीजिए आपने कहा दैट इज x = a = x - y, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो फर्स्ट वही ऑपरेंड लिखेंगे जिसमें से आप सेकंड को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यानी x एंड y, इस तरीके से लिखना है आपको एंड रिजल्ट जहां पे स्टोर कर रहे हैं ऑपरेंड आपने यहां पे स्टोर कर दिया, तो दैट इज द क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन, या क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन होगा। इन केस ऑफ क्वाड्रपल, अगर हम क्वाड्रपल की बात करें तो यहां पर आपका एडवांटेज आपका क्या होगा, क्वाड्रपल का एडवांटेज होता है आपका कि इट इज इजी टू एक्सेस। देखिए आपका जो भी डेटा होगा इसमें आप टेम्पररी वेरिएबल्स यूज करेंगे, ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शन को आप क्या बोल रहे हैं कि मैक्सिमम 4 फील्ड ले सकते हैं, तो कोई भी एक्सप्रेशन को एक्जीक्यूट करने के टाइम टू ऑपरेटर ऑपरेंड में अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो यू जस्ट यूज द टेम्पररी वेरिएबल्स। ठीक है, तो जो रिजल्ट होता है आपका इन द सिंबल टेबल जब अपडेट करते हैं तो सारी टेम्पररी की इंफॉर्मेशन आपके सिंबल टेबल में यहाँ पे इजीली अपडेट हो जाएगी एंड आफ्टर दैट जो आगे के फेज होंगे वो इजीली उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और कोड ऑप्टिमाइजेशन यू कैन इजीली एक्सेस दैट कोड। ठीक है, सो क्वाड्रपल में हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर आपका एक्सेस इजी हो जाएगा, फास्ट एक्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट कैन बी मूव, स्टेटमेंट कैन बी मूव थ्रू आउट द प्रोग्राम, प्रोग्राम में आप स्टेटमेंट को मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन लिखा लाइक a + b * c, ठीक है, डिवाइड मान लीजिए एक एक्सप्रेशन लिखा आपने, तो आपने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा t1 = b * c, t2 = t1/d एंड t3 = a + t2। ठीक है, पहले आपने इसका 3 एड्रेस कोड बनाया, फिर इसका जो रिजल्ट आया उसको d से डिवाइड किया, t1 को d से डिवाइड किया, फिर उस पूरे रिजल्ट में a को ऐड कर दिया, और फाइनली आपने मान लीजिए इसको किसी एक्सप्रेशन में स्टोर किया, कैपिटल E में स्टोर कर दीजिए, तो e = आपने क्या लिखा t3, तो ये आपके 3 एड्रेस के स्टेटमेंट बने। क्लियर, नाउ इन दैट केस हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आपका कोई भी स्टेटमेंट से आपने बोल दिया t1 है, ठीक है, तो t1 यहाँ पे यूज हो रहा है, दैट t2 के बाद अगर मान लीजिए इसके पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है आपके एंड रिमेनिंग बाद में, तो स्टेटमेंट को आप मूव कर सकते हैं, यानी अगर b और c की वैल्यू आपकी t1 में स्टोर हो रही है और t1 मान लीजिए यहाँ पे यूज हो रहा है, इसके पहले आप इस स्टेटमेंट को आगे कहीं लिखते जहाँ पे b और c कहीं अपडेट नहीं हुआ है, तो स्टेटमेंट को आप इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, बिकॉज़ आपका हर एक स्टेटमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन स्पेसिफिक है, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इस लोकेशन में नहीं लिखते हुए पहले कहीं लिख दिया हमने। ठीक है, और उसके बाद जो कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन इसके बीच में एग्जीक्यूट कर दिया तो इन दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सो स्टेटमेंट कैन बी मूव इन केस ऑफ क्वाड्रपल बिकॉज़ वी यूज सेपरेट रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट के लिए हम सेपरेट टेम्पररी यूज कर रहे हैं, वी यूज टेम्पररी टू स्टोर द रिजल्ट, दैट्स व्हाई क्वाड्रपल में एडवांटेज क्या होता है कि स्टेटमेंट कैन बी मूव अराउंड, स्टेटमेंट क्या हो सकता है आपका मूव कर सकता है। सो फर्स्ट एडवांटेज इसका होता है कि स्टेटमेंट कैन बी मूव। ठीक है, स्टेटमेंट कैन बी मूव, कोई भी एक्सप्रेशन है आपका वो कर सकता है, आपका यहाँ पे मूव कर सकता है। अब इसका एडवांटेज ये हो गया कि स्टेटमेंट कैन बी मूव, बट इसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि ऑब्वियसली आपको टेम्पररीज यूज करने पड़ रहे हैं रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, तो कहीं भी आप टेम्पररी वेरिएबल अगर यूज कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, टेम्पररी को स्टोर करने में आपको एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी। ठीक है, सो दैट इज अ वेस्टेज ऑफ स्पेस फॉर टेम्पररी, तो ये तो आपका एडवांटेज हो गया, दैट इज द एडवांटेज ऑफ क्वाड्रपल। ठीक है, तो ये एडवांटेज बोल देंगे, दैट इज एडवांटेज ऑफ क्वाड्रपल। डिसएडवांटेज की अगर बात करें, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, सो डिसएडवांटेज आपका क्या होता है, डिसएडवांटेज इज दैट वेस्टेज ऑफ स्पेस, वेस्टेज ऑफ स्पेस फॉर टेम्पररी, वेस्टेज ऑफ स्पेस फॉर टेम्पररी, टेम्पररी वेरिएबल के लिए आपका स्पेस क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है।
वेस्टेज ऑफ स्पेस फॉर टेम्पररीज, टेम्पररीज के लिए आपकी स्पेस क्या होगी यहाँ पे वेस्ट होगी, तो दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ क्वाड्रेपल। एडवांटेज क्या होगा आपका कि स्टेटमेंट कैन बी मूव थ्रू आउट द प्रोग्राम, स्टेटमेंट को आप मूव कर सकते हैं। नाउ सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट की अगर हम बात करें तो दिस रिप्रेजेंटेशन डज नॉट मेक यूज ऑफ एक्स्ट्रा टेम्पररीज, यानी जो डिसएडवांटेज था आपका इसका क्वाड्रेपल का वो यहाँ पर रिमूव होगा। सो दैट इज नॉट any extra temporary variable, ठीक है, कोई extra temporary variable का यूज नहीं होगा to represent a single operation. Instead, when a reference to another triplet value is needed, a pointer to that triplet is used. So it consists only three field, namely operator, argument. सॉल्व किया और सॉल्व करके उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का रेफरेंस आप क्या कर देंगे, पास कर देंगे जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है, यानी आप डायरेक्टली मेमोरी एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहे हैं। जब आपकी उसकी एक्चुअल मेमोरी वहां पे जाके आप क्या कर रहे हैं, उसको अपडेट करें। सो टेम्पररी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है, टेम्पररी वेरिएबल यूज नहीं होंगे यहां पे। सो ट्रिपलेट में आपकी मेमोरी का यूटिलाइजेशन होगा, देयर इज नॉट एनी नीड ऑफ द टेम्पररी वेरिएबल्स, ठीक है। सो एक्चुअली 3 फील्ड्स आ गया, दैट वन इज ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज ऑपरेंड 1 एंड द थर्ड वन इज ऑपरेंड 2। सो ऑपरेटर, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2, देयर आर 3 फील्ड, 3 फील्ड होती है आपकी यहां पर, ठीक है, इन दी ट्रिपलेट्स। तो अगर मान लीजिए आपने लिखा y प्लस z, ठीक है, x इक्वल्स y प्लस z, मान लीजिए एक्सप्रेशन आपका, सो इन दैट केस आप सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस y एंड z। नाउ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है उसकी जो लोकेशन है, यानी उस पर्टिकुलर रिजल्ट के रेफरेंस को आप क्या करेंगे, पास करेंगे, ना कि टेम्पररी वेरिएबल अलग से स्टोर करेंगे। ठीक है, वो रिजल्ट जो आपका एक्चुअल मेमोरी में स्टोर हुआ है उस मेमोरी का रेफरेंस आप आगे ले ट्रिपलेट में जहां उसकी रिक्वायरमेंट है वहां उसको क्या करेंगे, पास कर देंगे। तो दैट इज द ट्रिपलेट, इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने यहां पे लिखा था फर्स्ट इंस्ट्रक्शन x y z, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन लिखा आपने a x b, तो ये x आपका आगे यूज हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे सेकंड प्लस, और फिर आप क्या यूज कर रहे हैं, x को ऐड कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट जो एड्रेस है इसको 1 नंबर बोलते हैं, हमने इसको 2 बोलते हैं। दैट इज 1 नंबर का जो भी आपका डेटा है उसको ऐड करना है किसमें, b में, एंड दैट इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी, उस लोकेशन इज 2, उसको आपने नंबर 2 बोलते हैं, दैट इज 2 जहां पे वो स्टोर हो रहा है। सो इन दैट वे इस तरीके से आप उसका ट्रिपलेट टेबल डिजाइन करेंगे। दैट इज द वे टू क्रिएट ट्रिपलेट टेबल फॉर पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी किसी भी 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए ट्रिपलेट्स कैसे बनेंगे, ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का ट्रिपलेट, ये सेकंड इंस्ट्रक्शन का ट्रिपलेट। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ट्रिपलेट, तो क्लियरली आपको एडवांटेज डेफिनेशन में क्लियर हो रहा है कि देयर इज नॉट एनी एक्स्ट्रा टेम्पररी वेरिएबल्स, एक्स्ट्रा टेम्पररी वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, देयर इज नॉट एनी एक्स्ट्रा टेम्पररी वेरिएबल टू रिप्रेजेंट अ सिंगल ऑपरेशन। ठीक है, does not make use of extra temporary variable. So that is the advantage. But disadvantage क्या होगा आपका इसमें, disadvantage ये, advantage ये बोल दिया कि there is not wastage of memory. ठीक है, that is the advantage. Advantage आपने क्या बोल दिया, not any wastage, not any wastage of memory. ठीक है, memory का कोई wastage आपका नहीं होगा। ठीक है, but advantage, disadvantage क्या होगा, क्वाड्रपल का था वही आपका यहाँ पे disadvantage हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस केस में आपने क्या बोला था कि that statement can be moved, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, statement cannot move, क्योंकि आपने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने बोला है कि that data is used here. So if you change the data location, आप इंस्ट्रक्शन को अगर मूव करते हैं तो ऑब्वियसली उसको जो रेफर कर रहा था उस रेफरेंस पे आपको क्या होगा, एरर जनरेट होगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैन नॉट बी मूव, इस केस में क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट कैन नॉट बी मूव, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्पररी यूज नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई स्टेटमेंट का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, स्टेटमेंट कैन नॉट मूव, स्टेटमेंट को मूव नहीं कर सकते आप। दैट इज द डिसएडवांटेज। ये डिसएडवांटेज होगा मींस का। सो जो एडवांटेज आपका क्वाड्रपल का था वो डिसएडवांटेज हो गया यहाँ पर, और जो डिसएडवांटेज था वो वहां पर कन्वर्ट हो गया एडवांटेज। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट ट्रिपलेट। In case of indirect triplet, we will remove both disadvantage of both technique. First is quadruple and second one is direct triplet. So indirect triplet में क्या बोलते हैं, in this representation makes use of pointer to the listing of all references to computation which is made separately and stored. यानी कि हमने जो ट्रिपलेट में आपको रेफरेंस पास किए थे, यानी कि एक इंस्ट्रक्शन का अगर कहीं सेकंड इंस्ट्रक्शन में यूज हो रहा है तो उस इंस्ट्रक्शन का रेफरेंस हमने सेकंड में पास कर दिया, डायरेक्टली हम रेफरेंस पास कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस रेफरेंस की अलग से एक लिस्ट मेंटेन कर लेंगे, और जब भी मान लीजिए आपने उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को मूव किया तो उस पर्टिकुलर लिस्ट में जाके हमने उसका रेफरेंस क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो दैट इज इजीली मूवमेंट क्या हो जाएगा आपका, इजी हो जाएगा। एंड सेकंड जो टेम्पररी के लिए मेमोरी वेस्ट हो रही थी वो भी नहीं होगी आपकी। सो दैट टू disadvantage जो आपके इंडिविजुअल बंदा टेक्निक में आ रहे थे वो यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। यानी कि इन दिस रिप्रेजेंटेशन मेक यूज ऑफ पॉइंटर टू द लिस्टिंग ऑफ ऑल रेफरेंसेस टू कंप्यूटेशन व्हिच इज मेड सेपरेटली एंड स्टोर्ड। तो let's हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। इट्स सिमिलर इन यूटिलिटी एज कंपेयर्ड टू क्वाड्रपल रिप्रेजेंटेशन बट रिक्वायर लेस स्पेस देन इट। यानी कि एक्जेक्टली उसके जैसा ये क्वाड्रपल जैसा, लेकिन यहाँ पे लेस स्पेस लगेगी बिकॉज़ टेम्पररी की नीड नहीं है। दैट इज नॉट एनी नीड ऑफ टेम्पररी वेरिएबल्स। क्लियर? नाउ टेम्पररीज आर इम्प्लिसिट एंड इजियर टू रीअरेंज कोड। क्लियर? नाउ इन दैट केस अगर आप देखें तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप अलग से पॉइंटर्स की क्या करेंगे, लिस्ट मेंटेन करेंगे, अलग से पॉइंटर के रेफरेंसेस की लिस्ट मेंटेन करिए, आपने हर एक इंस्ट्रक्शन का आपने रेफरेंसेस अलग से मेंटेन किया। मान लीजिए x = y + z एक रेफरेंस आप पास कर रहे हैं, सो इन दैट केस आपने क्या बोला कि हम ट्रिपलेट में क्या बोलेंगे, एक्जेक्टली ट्रिपलेट होगा, यानी कि फील्ड जो होगी वो एक्जेक्टली 3 होगी यहाँ पे। देखिए देयर आर 3 fields, the first one is opcode, second one is operand 1, ठीक है, operand 1 and operand 2। सो एक्जेक्टली आपका जो ट्रिपलेट है फॉर्मेट उसके जैसा है। ठीक है, ट्रिपलेट यानी कि 3 field होगी, बट आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम अलग से एक लिस्ट ऑफ पॉइंटर मेंटेन कर ले सकते हैं, या लिस्ट ऑफ रेफरेंस बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, रेफरेंसेस की लिस्ट मेंटेन कर ली। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के लिए एक स्टेटमेंट लिखा, opcode दैट इज प्लस operand दैट इज y एंड z। सो प्लस y z जो भी आपका नंबर है दैट इज 1। ठीक है, मान लीजिए इंस्ट्रक्शन नंबर आपने बोल दिया 1, सो इस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग इसका जो भी एड्रेस है आपने यहाँ पे उस एड्रेस को आगे कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने सेकंड लिखा, जहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, प्लस 10th लोकेशन का जो भी डेटा है आपका इनटू z। ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी और में आपने इसको z से मल्टीप्लाई करके, या एडिशन, सॉरी एडिशन किया, हमने प्लस साइन लिखा यहाँ पे, सो प्लस 10 एंड z, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो इसको एक एक्सप्रेशन लेके हम देखते हैं किस तरीके से हम तीनों रिप्रेजेंटेशन डिजाइन करेंगे। लाइक एक्सप्रेशन दिया है x = a + b - c / t। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट अगर आप देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर हम 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करते हैं, सो इफ यू डिजाइन 3 एड्रेस कोड फॉर दिस एक्सप्रेशन एंड आफ्टर दैट 3 एड्रेस कोड हम तीनों रिप्रेजेंटेशन में स्टोर करके देखेंगे कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन इन ईच फॉर्मेट।
ठीक है, x इक्वल्स टू a प्लस b स्टार c लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या होगा, दैट ब्रैकेट इज एक्सिक्यूट a प्लस b। प्रायोरिटी वाइज अगर हम बात करें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है आपकी दैट इज दी, हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है आपके पैरेंथेसिस ब्रैकेट की। उसके बाद आप देखें तो पावर, ठीक है, पावर आप राइट टू लेफ्ट सॉल्व करते हैं, यानी पहले जो राइट मोस्ट पावर होगी वो पहले एक्सिक्यूट होगी और फिर उसके बाद सेकंड राइट मोस्ट एंड सो ऑन, ठीक है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, राइट सोसाइटी ना। प्लस उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर जो होती है आपकी दैट प्रेसिडेंस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। एंड ये लेफ्ट टू राइट सॉल्व होते हैं आपके, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट एक्सिक्यूट करते हैं। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो प्लस माइनस इक्वल पावर, दैट इज इक्वल इन पावर, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप देखें इन दैट केस प्लस माइनस, ठीक है, पावर दैट लास्ट में आप असाइनमेंट को यूज करें, दैट इज असाइनमेंट, ठीक है। इट इज द लास्ट बिट। नाउ अगर हम यहां पर लिखते हैं इन दैट केस इस पर्टिकुलर का 3 एड्रेस कोड जनरेट करते हैं तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद आपको एक यूनिरी ऑपरेटर देता है। आफ्टर ब्रैकेट आप बोल सकते हैं कि ब्रैकेट और फिर आप यूनिरी ऑपरेटर की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट ले सकते हैं, ठीक है, यूनिरी ऑपरेटर, बिकॉज़ वो सेपरेटली आपको एक्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व किया तो एक टेम्परेरी वेरिएबल है t1, t1 में आपने स्टोर कर दिया a प्लस b, फिर आपने एक वेरिएबल लिया t2 और उसमें आपको यूनिरी ऑपरेटर माइनस c स्टोर किया, ठीक है। आफ्टर दैट फिर आप यहां पर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस c एंड दिस मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी, इन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सेम प्रायोरिटी बट लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना, पहले मल्टीप्लिकेशन आ रहा है सो t3 वेरिएबल लिया हमने और t1 और t2 को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज दिस। एंड आफ्टर दैट ये पूरा सॉल्व हो गया आपका एक्सप्रेशन। नाउ डिवाइड बाय d, t4 इक्वल्स टू दैट इज t3 डिवाइड बाय d और फाइनली x में आप क्या कर देंगे, t4 को स्टोर कर देंगे, दैट इज x इक्वल्स टू t, क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे यहां पर, इसके लिए तीनों रिप्रेजेंटेशन हमें डिजाइन करनी है, क्वाड्रपल, ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल। किस तरीके से डिजाइन होगा आपका क्वाड्रपल की टेबल अगर हम डिजाइन करते हैं यहां पर, फर्स्ट डिजाइन फॉर क्वाड्रपल, इन दैट केस आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रपल में आपका जो बनेगा इन दैट केस जो टेबल आपकी डिजाइन होगी, इन दिस टेबल आपकी टोटल 4 फील्ड्स होगी, 1 फॉर ऑपरेटर, ठीक है, सेकंड फॉर ऑपरेंड 1, ठीक है, यानी कि हम यहां पर इसको जस्ट हेडिंग फॉर्मेट में डिजाइन करते हैं, ऑपरेटर आपके अलग-अलग इंस्ट्रक्शन में अलग-अलग, दैट्स व्हाई हम पहले कॉमन फॉर्मेट डिजाइन करते हैं। सो फर्स्ट फील्ड का आपका क्या आएगा, दैट इज ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड आप क्या बोल रहे हैं, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड द थर्ड वन इज रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट स्टोर किया आपने थर्ड फोर्थ फील्ड में, ठीक है। नाउ अब इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका जो दिया दैट इज दिस, आप इंस्ट्रक्शन नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 5 इंस्ट्रक्शन 3 एड्रेस कोड बन रहे हैं आपके, ठीक है, दैट इज फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। नाउ फर्स्ट में आपका ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड a दैट इज b एंड द रिजल्ट इन t1, ये स्टोर कर दिया। सेकंड के लिए हम क्या बोलेंगे, दैट इज टेबल, क्या करना है आपको, यूनिरी ऑपरेटर माइनस, ठीक है, सबट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं आप, असाइन कर रहे हैं किसको, ऑपरेंड 2 दैट इज 1 ऑपरेंड c, सेकंड पे ब्लैंक लिख दिया, आपको एंट्री नहीं है यानी वो समझ में आएगा आपका यूनिरी है, स्टोर कहां हो रहा है आपका, दैट इज ऑन t2, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने यहां पर लिखा दैट थर्ड इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लिकेशन दैट इज ऑन t1 एंड t2 एंड रिजल्ट स्टोर इन t3, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट देयर आर टू इंस्ट्रक्शन 4 एंड 5, 4 इंस्ट्रक्शन के लिए हमने लिख दिया दैट इज डिवीजन t3 और d में, t3 डिवाइड बाय d एंड का स्टोर कर रहे हैं आप t4, तो फाइनली आप क्या बोलेंगे कि आप स्टोर कर रहे हैं t4 को, फिर दैट इज t4, ठीक है, असाइनमेंट परफॉर्म किया आपने एंड कहां पे, रिजल्ट x इक्वल्स टू t, क्लियर, दैट इज द लास्ट स्टेटमेंट। ये क्वाड्रपल फॉर्मेट बन गया आपका। नाउ ट्रिपल की अगर हम बात करें, फिर डिजाइन ट्रिपलेट, देखिए ट्रिपलेट क्या बनेगा आपका, ट्रिपल इंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या बोलते हैं, 3 फील्ड होगी आपकी, दैट फर्स्ट फील्ड इज, फर्स्ट फील्ड क्या बनेगी आपकी, दैट इज ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2, यहां पे कोई रिजल्ट का कॉलम नहीं होगा आपका बिकॉज़ देयर इज नॉट एनी टेम्परेरी यूज हियर। तो यहां पे आप बोलेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज प्लस a एंड b, सेकंड स्टेटमेंट है आपका दैट इज माइनस c यूनिरी ऑपरेटर, फिर थर्ड में आप क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ थर्ड इंस्ट्रक्शन व्हाट आर यू डूइंग, देखिए थर्ड इंस्ट्रक्शन में हमें यहां पे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करके हमने स्टोर किया दैट रेफरेंस इज 3, ये हम जस्ट रेफरेंस बोल सकते हैं, हमने तो रेफरेंस यहां पे पास कर दिया। नाउ फिर फोर्थ के लिए हम क्या बोलेंगे, दैट इज फोर्थ में आपका डिवीजन है, इसको 3 को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम d से, दैट इज दिस। फिर फिफ्थ में हम क्या बोलेंगे, दैट इज असाइनमेंट, ठीक है, इसको असाइन कर रहे हैं 4 को, दैट इज t4, t4 को आपने असाइन किया, क्लियर, सो t4 इज असाइन्ड हियर एंड इन दैट केस आप ऑपरेंड 2 यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, सो t4 नहीं लिखना है, जस्ट उसका नंबर लिखना है बिकॉज़ देयर इज नॉट एनी टेम्परेरी नहीं है आपके पास, सो आपने क्या लिखा यहां पे, दैट इज 4, तो कहां असाइन कर रहे हैं आप, x में, तो x इक्वल्स टू कर देंगे आप 4 लिखेंगे, क्लियर, तो दैट इज दिस। नाउ अब इसमें प्रॉब्लम आपकी क्या आ रही है, ट्रिपलेट में हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ प्रॉब्लम, इन दैट केस क्या होगा आपका, ट्रिपलेट में जब भी आप डिजाइन करेंगे सो उस केस में जो आपके टेम्परेरी वेरिएबल देंगे, ठीक है, दैट्स व्हाई आपका इजीली एक्सेस नहीं होगा सिंपल टेबल से, पहले आपको आपकी सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं कि दैट इज नॉट इजी टू एक्सेस, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होगी आपकी कि यहां पर आपका टेम्परेरी वेरिएबल्स नहीं है तो स्टेटमेंट को मूव नहीं कर सकते, दैट इज नॉट एनी मूवमेंट, तो इसलिए हमने क्या बोला कि यहां पे अगर आप इजीली मूवमेंट यानी आपने इस पर्टिकुलर वन को यहां रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट इजी टू मूव द इंस्ट्रक्शन को आप मूव नहीं कर सकते। नाउ अगर आप यहां पर इसके लिए क्या बोलेंगे, हम इनडायरेक्ट ट्रिपलेट की अगर हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट ट्रिपलेट में हम क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट में आपको एक टेबल यूज करना है दिस प्लस उसके साथ आपको लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है, रेफरेंस की लिस्ट बना देनी है आपको, या लिस्ट ऑफ पॉइंटर बोल सकते हैं आप, ठीक है, या इसको इंडेक्स फाइल भी बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंडेक्स फाइल। सो इस इंडेक्स फाइल में सारे इंस्ट्रक्शन का आपने इंडेक्स फाइल क्रिएट कर ली, दैट इज 5 इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इन 4 जितने भी आपके 5 इंस्ट्रक्शन हैं सारे इंस्ट्रक्शन का आपने पॉइंटर सेट कर दी 20 30 40 एंड 50, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा आपका, जैसे आप पॉइंटर सेट करते हैं, ठीक है, आफ्टर जनरेटिंग पॉइंटर जस्ट राइट द पॉइंटर हियर, ठीक है, लिखेंगे आप यहां पर दैट इज 40 एंड यहां मान लीजिए मैंने 50 एड्रेस दी, ठीक है, तो दैट इज इंडेक्स ऑफ ट्रिपल, इंडेक्स टू ट्रिपल, ठीक है, यानी कि ये 10 जो है वो किसको रेफर कर रहा है, ये लोकेशन किसकी है, दैट इज फॉर दिस पॉइंटर दिस एड्रेस, ठीक है, 20 के लिए 30 के लिए, तो आप कहीं भी ट्रिपलेट में मूवमेंट करते हैं तो जस्ट चेंजेस इन द लिस्ट ऑफ पॉइंटर, यानी इंडेक्स फाइल में आप चेंज करेंगे आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो दैट इज मूवमेंट स्टेटमेंट मूवमेंट इज आल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ट्रिपल में आपको दोनों टेबल मेंटेन करनी है, दैट इज दिस एंड दिस। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा मेमोरी आपको इंडेक्स फाइल के लिए लगेगी, दैट इज नॉट मच मेमोरी एज कंपेयर टू जो आपके टेम्परेरी वेरिएबल्स है, तो जितनी टेम्परेरी में आपको रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं है, बट एज कंपेयर टू दैट उससे लेस होगी, बट कहीं ना कहीं थोड़ा मेमोरी आपको पॉइंटर के लिए रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, बिकॉज़ आप इंडेक्स फाइल डिजाइन करते हैं तो उसको भी कहीं यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। तो दैट इज द वे टू रिप्रेजेंट द 3 एड्रेस कोड, 3 एड्रेस कोड को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
acyclic graph take. डायरेक्टेड acyclic graph क्या होता है आपका? तो देखिए इन दिस ग्राफ ईच नोड ऑफ इट कंटेन अ यूनिक वैल्यू. डायरेक्टेड ग्राफ में हर एक नोड में आपकी यूनिक वैल्यू डज नॉट कंटेन एनी साइकिल. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड acyclic graph. Take is constructed for optimize the basic block. Basic block को जनरली ऑप्टिमाइज करने के लिए हम take यूज करते हैं. basic block क्या होता है? आपका that constructor sequence of instruction. तो take is constructed for optimize the basic block and take is usually constructed using 3 address code. 3 address code की हेल्प से हम क्या करते हैं? उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. Now transformation such as dead code elimination and common sub expression elimination are then applied. ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टेड acyclic graph की अगर हम बात करें, so in that case आप by default common sub expression तो आपका डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा. या कोई dead code है तो dead code elimination भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, एंड जनरली हम सिर्फ 3 address code के थ्रू डिजाइन करते हैं. बट अगर आपके पास करके एक लार्ज एक्सप्रेशन है तो यू कैन डायरेक्टली कंस्ट्रक्ट take from that expression. यानी कि either you can convert into 3 address code या तो पहले आप 3 address code में कन्वर्ट करके आप क्या करें उसे take कंस्ट्रक्ट करें, या you can directly कंस्ट्रक्ट करें. किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है हम देखते हैं. वन एग्जांपल कंसीडर करते हैं लाइक दैट. फर्स्ट एक्सप्रेशन a, आपको एक एक्सप्रेशन दिया a plus a into b minus c, that is this, plus b minus c into that d. ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक्सप्रेशन दिया है a plus a into b minus c plus b minus c into d. So in this expression if you want to construct take directed acyclic graph अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, so किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे आप. तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, यानी सबसे फर्स्ट एक्सप्रेशन कौन सा एग्जीक्यूट होगा. देखिए आप या तो पेयर वाइज पहले इसका एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं, या अगर हमें समझ में आ रहा है सबसे पहले तो b minus c एक्जीक्यूट होना चाहिए. एंड दैट इज आल्सो b minus c, दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्शन इन दी टू ऑपरेंड. तो सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस परफॉर्म करें. सो माइनस परफॉर्म किया हमने b और c, b minus c to write here like this. ठीक है, फिर सेकंड आपने यहाँ पे क्या बोला अगेन b minus c. तो देखिए दो बार आपको सेम एक्सप्रेशन है. सो इस कॉमन एक्सप्रेशन को आपको टू टाइम एक्जीक्यूट नहीं करना है. क्या बोलता है आपको एक्जेक्टली वन टाइम एक्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, दैट इज b minus c. ठीक है, नाउ अब इन दोनों को आपने एक्जीक्यूट कर लिया. अब आपके पास इसका रिजल्ट क्लियर है एंड इसका रिजल्ट क्लियर. ठीक है, अब आपके पास ये प्लस स्टार प्लस एंड. ठीक है, दो मल्टीप्लिकेशन दो एडिशन. पहले ये वाला लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ये मल्टीप्लिकेशन एक्जीक्यूट होगा आपका एंड देन ये वाला ये ब्रैकेट सॉल्व होगा. फाइनली फिर फर्स्ट ये वाला एडिशन सॉल्व करेंगे एंड देन दिस एडिशन इज एक्जीक्यूटेड. सो b minus c दिस, फिर b minus c आपने दोनों एक साथ एक्जीक्यूट कर लिया. इसमें मल्टीप्लाई करना है a का, सो मल्टीप्लिकेशन साइन ये कहां पे आएगा आपका इन द लेफ्ट हैंड साइड. तो a मल्टीप्लिकेशन b minus ये बनाया आपने. अब b minus c में d का मल्टीप्लिकेशन करना है. इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपका इस नोट पे आता है, दैट इज ऑन दिस नोट. अब हमें क्या करना है, इस b minus c का जो रिजल्ट है इसमें d का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन विद d. ये डिजाइन कर दिया. ठीक है, तो देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है आपका इस नोट पे, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट यहां पे आता है. ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे a b c d चार टर्मिनल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे चार ऑपरेंड्स दिख रहे हैं, चारों ऑपरेंड्स आपके लेफ्ट नोड पे प्रेजेंट है, ऑल ऑपरेंड्स. अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर रिजल्ट में a into b minus c में a को ऐड करना है. a इज दिस ओनली, यहाँ पे प्लस लिखेंगे आप, एंड इसमें a ऐड कर रहे हैं तो a यहीं से ले लेंगे. ठीक है, a को फिर से हमें नोट क्रिएट नहीं करना, a के लिए कोई नोट क्रिएट नहीं होगा, तो a आपने वही वाला यूज कर लिया. ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड आपका क्या लिखा है, इस पूरे एक्सप्रेशन में ये जो एक्सप्रेशन है आपका जो रिजल्ट यहाँ आया इसमें आपको इसको ऐड करना है. सो जस्ट 8 प्लस एंड दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, सो b minus c into d का रिजल्ट यहाँ पे था और a plus a into b minus c का रिजल्ट यहाँ पे था. इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि ये एडिशन हमने लास्ट में एक्जीक्यूट किया, दैट इज दिस. सो ये फाइनली डायरेक्टेड acyclic graph आपका बन गया, दैट इज. ठीक है, सो दैट केस अगर आप बात करें यहाँ पे जो आपने कंस्ट्रक्ट किया है, आपको एक्सप्रेशन क्या हो सकती है कि हाउ मेनी नोड्स एंड एजेस आर देयर, टोटल नोड्स कितने बन रहे हैं, टोटल एजेस कितनी बन रही है. इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हाउ मेनी नोड्स एंड एजेस, टोटल नोड कितने होंगे आपके, एजेस कितनी होगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप. तो टोटल नोड एंड एजेस कैलकुलेट करना है आपको. सो नोड कितने आपके यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, 9 नोड्स एंड एजेस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, तो 10 एजेस है. ठीक है, दैट इज 10 एजेस एंड 9 नोड. क्लियर है, तो इस तरीके से आपको टोटल आंसर पूछ सकती है. इफ यू कंस्ट्रक्ट अ डे देन हाउ मेनी नोड्स एंड एजेस. तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी वेरिएबल ऑपरेंड्स आप यूज कर रहे हैं दैट मस्ट बी राइट एक्जेक्टली वन टाइम. ए को अगर आप 10 बार जगह यूज कर रहे हैं तो आपको लिखना है कि नोड और उसको 10 जगह आप रेफर कर सकते हैं. फिर डी को आपने यहाँ पे ए को 3 दो बार यूज किया है, एक बार मल्टीप्लिकेशन में, एक बार एडिशन. मल्टीप्लिकेशन तो फिर एडिशन के लिए लिया. डी को मल्टीप्लिकेशन डी यूज किया है, सो बी और माइनस सी तो दो बार बी माइनस सी किया है तो एक ही बार में एक्जीक्यूट किया उसको. क्लियर, इस तरीके से आप कर सकते हैं. वन मोर एग्जांपल देखते हैं. लाइक एक्सप्रेशन आपको दिया है दैट इज x plus y minus x plus y into x minus y. ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है इसमें से x plus y में से. ठीक है, x plus y में से आपने इसको माइनस किया, जो रिजल्ट आया उसमें आपको ऐड करना है x plus y into x minus y. देखिए ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है एंड यू वांट टू कंस्ट्रक्ट इट. अब देखिए एक्जेक्टली आपके पास दो ही x और y, दो ऑपरेंड है और दो ऑपरेंड में हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. तो ऑपरेंड आपके एक्जेक्टली दो ही बनेंगे, दैट इज x एंड y. ठीक है, अब इन दोनों को आप जितनी बार भी यूज करें. देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो ये ब्रैकेट आपने ओपन किया, यहाँ पर प्लस लगा बिटवीन दिस टू पैरेंथेसिस दिस एंड यहाँ पर. तो पहले आप ये वाला ब्रैकेट, इसमें भी आपके इनर ब्रैकेट दिख रहे हैं, दैट इज दिस वन एंड ये ब्रैकेट. सो इनर मोस्ट आपका जो x plus y एक्जीक्यूट होगा, x minus y एक्जीक्यूट होगा, पहले वो मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा रिजल्ट कैलकुलेट होगा, उसमें से x plus y में से आपको इसको क्या करना है, माइनस करना है. देखिए x plus y दैट इज द रिजल्ट ऑफ एडिशन, प्लस एडिशन लिखना है. x minus y तो x यहाँ से यूज करना है आपको, दैट इज x minus y, y को माइनस कर दिया आपने, दैट इज x minus y. नाउ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन साइन हमने यहाँ यूज किया, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. डायरेक्टली आपने प्लस वाला रिजल्ट और माइनस वाला रिजल्ट. देखिए आप यहाँ पे फॉर द रिमेंबर पर्पस आप यहाँ रिजल्ट लिख सकते हैं x plus y रिजल्ट आ रहा है या x minus y आ रहा है, बट ये एक्सप्रेशन से क्लियर हो जाएगा x plus y, यानी कि x plus y का रिजल्ट ये नोट क्या शो कर रहा है आपका, रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन x plus y. फिर प्लस माइनस की इंटरसेक्शन आपने क्या प्लस और माइनस को जो रिजल्ट है x plus y और x minus y का मल्टीप्लिकेशन, x plus y into x minus y. ये कंप्लीट एक्सप्रेशन, इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपका मल्टीप्लिकेशन साइन का है. अब देखिए दैट इज दिस, इसमें से आपको क्या करना है, x plus y में से इसको माइनस करना है. अब x plus y यही आपका दैट इज दिस रिजल्ट ओनली. इस पर्टिकुलर रिजल्ट में से आपको इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है. तो दैट इज दिस माइनस दिस, यानी x plus y में से आपने x plus y into x minus y माइनस करना है. अब इस पूरे रिजल्ट में आप क्या ऐड करेंगे, x plus y into x minus y. ये पूरा रिजल्ट इसमें एडिशन करना है किसका, डेफिनेटली दिस एक्सप्रेशन का जो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, x plus y minus into x minus y, दैट इज हियर. सो दिस, सो इट इज द एग्जैक्ट आपका क्या बन गया, दैट इज डायरेक्टेड acyclic graph. इस ये देख लिया. ठीक है, एजेस बनाने में, एजेस में एरो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, जस्ट सिंप्लिफिकेशन. हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑलवेज असाइक्लिक. साइकिल नहीं होगी यहाँ पे कहीं भी, आप साइकिल नहीं बोलेंगे इसको. ठीक है, दैट इज ऑलवेज 100% असाइक्लिक. नाउ नोट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 नोट्स, दैट इज नोट्स. एजेस कितने यहाँ पे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 4 इधर 4 5 6 7 and 3 10. So 10 एजेस, 9 नोट्स एंड सॉरी 7 नोट्स एंड 10 एजेस आर देयर, दैट इज द डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर.
लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ठीक है, अगर आपका एक्सप्रेशन इस टाइप से दिया है, दैट इज a plus b into c डिवाइड बाय a minus b into c। ठीक है, मान लीजिए आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स डिजाइन कर दिया, दैट इज दिस एंड दैट इज दिस, a plus b into c डिवाइड बाय a minus b into c। सबसे पहले ये आउटर मोस्ट ब्रैकेट पे गया, दोनों साइड ब्रैकेट, बस ये वाला पेयर सॉल्व होगा, फिर ये वाला होगा, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट डिजाइन मल्टीप्लिकेशन बिटवीन b एंड c, b और c में मल्टीप्लिकेशन क्या ना, इसमें आपने ऐड कर दिया, दैट इज प्लस a plus b into c, ये रिजल्ट आ गया। अब आपको इसी में से क्या करना है, a में से इसी को माइनस करना है। ठीक है, तो a आपने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया, दैट इज दिस माइनस दिस एक्सप्रेशन होगी, तो a माइनस का रिजल्ट a माइनस दिस इज हियर एंड a प्लस दिस इज हियर। तो प्लस किया है, उसको आपको डिवाइड करना है किससे, जिससे आपने माइनस, दैट इज द एक्सप्रेशन की डायरेक्टली असाइक्लिक ग्राफ हो गया, दैट इज द कंप्लीट टेक। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, आपको कुछ एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, लाइक आपको अगर यहाँ पर दिया है 3 एड्रेस कोड फॉर्मेशन, आपको 3 एड्रेस कोड फॉर्मेट में दिया है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, टेक क्रिएट करना है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ क्रिएट करना है। लाइक आपको दिया d इक्वल्स टू a into b into c is equals to a plus b and b equals to b into c, clear, and a equals to e minus b। So how to create deck for this? Directed acyclic graph कैसे डिजाइन करें? देखिए आपको एक्सप्रेशंस दिए हैं, दैट इज 4 एक्सप्रेशन। नाउ इन दैट केस आपको क्या करना है, डेक डिजाइन करना है। तो डायरेक्टेड acyclic graph का रूल क्या होगा आपका यहाँ पर कि इस पर्टिकुलर में आप जब भी कोई फर्स्ट एक्सप्रेशन आप लेकर d equals to b cross, अब d अगर आपका यहाँ पे कहीं यूज हो रहा है, आप लेकर d equals to b cross, तो जो रिजल्ट आ रहा है वो डायरेक्टली आप मान लीजिए यहाँ a plus b, तो b यहाँ पर तो कोई यूज नहीं हो रहा, जस्ट आपको क्या करना है, इक्वेशन को एक्सपांड करना है। यहाँ तो b cross c आएगा आपका, d equals to a plus b रहेगा, जो राइट हैंड साइड में यूज कर रहे हैं वो यहाँ से कोई अपडेटेड वैल्यू नहीं। नाउ इसकी इक्वेशन भी क्या रहेगी, b स्टार c रहेगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें दैट इज b स्टार c ओनली। ठीक है, b equals to b स्टार c, तो कहीं अपडेटेड वैल्यू रीड नहीं किया। इन दैट केस a equals to e minus b, ठीक है, d क्या है आपका, दैट इज b cross e minus b cross c, इस तरीके से एक्सप्रेशन आप लिखते हैं। नाउ यू कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बोल रहे हैं b cross c, तो b is here and c is here, that is b cross c। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा, ठीक है, b cross c आपको लिखा, इसमें आपको क्या करना है, a में b ऐड करना है। ठीक है, e equals to a plus b, तो a plus b ऐड करने का आपका, दैट इज, ठीक है, हमने b cross c लिखा है यहाँ पर, a plus b, तो ये b यहाँ से ले लिया, a plus b डिजाइन करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली a लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है आपको, जस्ट रिमेंबर दैट, ये जो a है आपका वो कहाँ आना चाहिए आपका, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दैट इज b cross c, और a जो है वो कहाँ रहेगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड। सो a नोड हमने यहाँ क्रिएट कर दिया, दैट इज a प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे आ गया, दैट इज मल्टीप्लिकेशन b into c, एंड ये क्या आ गया, एडिशन। सो ये दोनों नंबर दोनों पेयर आपने सॉल्व कर। नाउ b into c, अगेन b into c, तो देखिए आप जस्ट सिंपली वो सिंपलीफिकेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो रिजल्ट आपका क्या था, दैट इज कैपिटल b cross c, ये आपका क्या कैपिटल e a plus b। ठीक है, अब जो आपका रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है b is equals to b cross c, दैट इज b into c। ठीक है, सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो आपका एक्सप्रेशन है दैट b cross c, ठीक है, ये अपडेट हो चुका है, b अपडेट हो गया आपका b into c। अब b और c यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, इसके बाद b और c में से कोई अपडेशन आएगा नहीं आएगा, यानी कि b into c जो है वो जो रिजल्ट d में आपने स्टोर किया है वही रिजल्ट इस b में स्टोर हो गया। नाउ d के बाद b इज चेंज, b becomes that node only, तो d भी यही रहेगा आपका और b भी यही रहेगा, क्योंकि d और b दोनों की इक्वेशन सेम है, और जो इक्वेशन में हमने ऑपरेंड यूज किया है वो आपके अपडेट नहीं है, दैट्स व्हाई d कॉमा b यहां पे लगा देंगे। अब भी आपका अपडेट होके इस नोड को रिफर करना है। ठीक है, अब आगे कहीं आप अगर b यूज करते हैं तो जस्ट यूज दिस नोड। तो देखिए आपने करेगा e minus b, e में से आपको क्या करना है, b को सब्ट्रैक्ट करना है, सो d इज ओनली दिस, ऑब्वियसली b cross c जो अपडेटेड वैल्यू थी वो पूरी माइनस करना है आपको यहां से d में से, तो d इज दिस नोड, e इज दिस नोड, इन दोनों में से क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो e minus d दैट इज दिस, एंड ये नोड आपका क्या बन जाएगा, a बन जाएगा, तो दैट इज द कंप्लीट डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ठीक है, आपका डायरेक्टेड, ठीक है, दैट इज a minus d and b, गॉट इट। सो जो रूट है, जो नोड है, नोड के ऊपर आपने जस्ट फॉर सिंपलीफिकेशन हमने नोड लिखी, अब फाइनल वैल्यू अगर आपकी देखें तो a की वैल्यू यहां पे मिलेगी आपकी, d और b की वैल्यू यहां मिलेगी और e की वैल्यू यहां पे मिलेगी। ठीक है, तो द 3 एड्रेस फॉर्मेट में क्या है, तो टेक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा आपका, तो दैट इज लाइक दिस। क्लियर, दैट इज टेक रिप्रेजेंटेशन। सो आपको जस्ट पहले एग्जीक्यूट करना है इक्वेशन एंड देन फिर आप चेक करेंगे उस पर्टिकुलर के लिए क्या बनेगा। नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस फॉर्मेट। 3 एड्रेस कोड अगर हमको दिया है, दैट 3 एड्रेस कोड इज a equals to b plus c, ठीक है, and b equals to a minus d, a minus d, ठीक है, c equals to b plus c and e equals to b equals to a minus d, c equals to b plus c, d equals to a minus d, ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को क्या करें, एक्सपांड करें, जस्ट एक्सपांड दिस इक्वेशन, so a equals to b plus c, तो ये तो आपका b plus c रहेगा। नाउ d equals to a minus d, यानी कि ये जो b plus c है इसमें से d को माइनस करना है, दैट इज b plus c minus d, यहां पे क्या लिखा आपने b plus c, दैट इज दिस b is add here and plus c, तो b plus c, b की वैल्यू क्या है आपकी, दैट इज b plus c minus d, तो इस b की प्लेस पे मिलेगा b plus c minus d और इसमें c ऐड कर दे, तो अल्टीमेटली आपका ये जो बनेगा b plus c minus d plus c, यानी कि b minus d रहेगा, b plus c minus d plus c, 2c हो जाएगा इसमें ऐड। ठीक है, a minus d, a आपका क्या है, दैट इज b plus c minus d, d इसमें से क्या कर रहा है आप माइनस कर। देखिए आपका जो एक्सप्रेशन है इसमें जो सेकंड आपका एड्रेस है 3 एड्रेस कोड p और लास्ट वाले d, दोनों की इक्वेशन एक्जेक्टली सेम है, यानी कि आपने ओपन करके लिखा है, इसका मतलब आप टोटल वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू पूरा यूज कर रहे हैं। आफ्टर अपडेशन हम देखें तो यहाँ b plus c minus d हो रहा है, यहाँ पे भी b plus c minus d हो रहा है, और यहाँ पे आप अगर देखें दैट इज b plus c और ये b plus c minus d plus 2c plus c, ये सो दैट इज द एक्सप्रेशन, इस तरीके का बन रहा है आपका। सो आपको जहां भी आप d कैलकुलेट करेंगे उसी को आप क्या मेंशन कर देंगे, d भी मेंशन कर देंगे, क्योंकि b और d एक्जेक्टली सेम है, तो d उसी टाइम पे आप वहां पे क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। सबसे पहले आपने एडिशन किया b और c में, दैट इज b एंड c, b और c को ऐड किया। ठीक है, फिर जो रिजल्ट आया देखिए b plus c में से आपने क्या किया, d को माइनस किया, तो b plus c minus d, d को माइनस कर दिया। अब b plus c minus d में फिर से c ऐड कर दिया, b plus c minus d रिजल्ट आया, इसमें c ऐड किया, यानी कि ये आपको नोड ऐड करना है, दैट इज मस्ट बी ऐड, b plus c minus d plus c। ठीक है, यानी कि आप यहां पर इस पूरे एक्सप्रेशन में c को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे दैट इज प्लस, एक्सप्रेशन पहले आएगा फिर c ऐड कर रहे हैं, दैट इज दिस, ये एक्सप्रेशन बना देते हैं। अब देखिए जैसे आपने बोला दैट इज नोट इज हियर, फर्स्ट कैलकुलेट किया आपने b plus c, यहां पे आया b plus c minus d, ये जो नोट था आपका इसकी वैल्यू होगी a, b plus c minus d दैट इज कैपिटल स्मॉल b, और ये आपका d भी हो जाएगा, दैट इज b आल्सो, क्योंकि b plus c minus d यहां पे भी करना है, एंड इस पूरे एक्सप्रेशन में प्लस c करेंगे तो इट बिकम्स c। ठीक है, तो ये आपका फाइनल वैल्यू आ गया, दैट इज a b minus d c। ठीक है, एंड लीव नोट अब b अपडेट हो चुका है, b यहां पे अपडेट हो गया,
सी आपका ये रूट बन गया और ए आपका ये नोड है, यानी आप फर्दर कहीं एडिशन ए बी सी में से किसी में भी करते हैं तो ए यहाँ से रेफर करेंगे, बी और डी यहाँ से रेफर करेंगे और सी यहाँ से रेफर करेंगे. दैट इज द वे टू डिजाइन टेक. तो दैट इज डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. सो हाउ वी नोड्स एंड एजेस. क्वेश्चन अगर आपको पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 6 नोड एंड एजेस भी कितनी आपकी 1 2 3 4 5 6 6 एजेस. 6 नोड एंड 6 एजेस आर देयर. ठीक है, 6 नोड एंड 6 एजेस आर देयर. क्लियर. इस तरीके से आप डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं फॉर द 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन. लेट्स ट्राई फॉर वन मोर एग्जांपल. एक और एग्जांपल के लिए हम देखते हैं. So expression, consider the three address code statements. A equals to B plus C, C equals to A plus D, and D equals to B plus C, E is equals to D minus B, and A equals to E plus B. That is the expression. Now we want to convert this into a directed acyclic graph. एक आपको डिजाइन करना है इसके लिए. ठीक है, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ जब आप इसका बनाएंगे, so in that case या तो आप डायरेक्टली क्या करें, इस पर्टिकुलर थ्री एड्रेस कोड के थ्रू आप जनरेट करें उसको. ठीक है, हम यहाँ पे वन बाय वन एग्जीक्यूट करें एक एक एक्सप्रेशन और उसका जो भी यूज हो रहा है, B plus C कहेंगे, A यूज हो रहा है तो B plus C का रिजल्ट आपको A is updated A. ठीक है, A पहले का था आपका सिंगल A, that is equals to B plus C, and that updated value is stored in that A. ठीक है, so in that case इस तरीके से एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करना है आपको. So B plus C आपको यहाँ पे रखना है. So that is B plus C as it is. आपने यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन ऐसे कैसे आप क्या करें, हर एक इक्वेशन को ओपन कर ताकि टेक कंस्ट्रक्ट करना आपके लिए इजी हो जाएगा. So इस A की प्लेस पे आपने A की वैल्यू लिखी, that is B plus C plus D. फिर आपने नेक्स्ट क्या लिखा, that is B plus इस C की प्लेस पे आपका ये C आएगा, that is updated C. So B plus C plus D ये एक्सप्रेशन बन गया आपका. ठीक है, एंड D minus B, D की प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, that is this complete expression. D plus B plus C plus D minus B. ठीक है, this complete is in the D, and D में से आपको B minus करना है, ये पूरा लिखा और B minus कर दिया. ठीक है, B से B कैंसिल हो जाएगा आपका. So ultimately क्या बचा आपके पास, B plus C plus D, and that is equivalent to this B plus C plus D. क्लियर है. एंड लास्ट इक्वेशन आपकी क्या है, E plus B. तो देखिए E क्या है आपकी, that is B plus C plus D अपडेटेड E. यहाँ पे सॉल्व करने के बाद क्या बचा आपके पास, B plus C plus D. ये B plus C plus D लिखा और इसमें आपने B ऐड कर दिया. देखिए D plus C plus D plus D and B plus C plus D plus D ये एक्सप्रेशन यानी कि D और A लास्ट वाला जो थर्ड स्टेटमेंट है थ्री एड्रेस कोड, एंड दैट इज सेम. ये सेम बनेंगे आपके, एंड दैट इज फर्स्ट ये जो एक्सप्रेशन है आपका, दैट इज B plus C plus D and that is B plus C plus D. इट इज सेम, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है आपके. तो जहां पे आप B plus C plus D ये कैलकुलेट कर रहे हैं उस नोट पे आप C और E दोनों मेंशन कर सकते हैं. तो जहां पे आपने ये इक्वेशन एग्जीक्यूट की उस दोनों नोट पे आप D और A मेंशन कर सकते हैं. तो दैट इज डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ. सो इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन आप सब अगेन वन बाय वन एग्जीक्यूट करें. सबसे पहले B plus C कैलकुलेट करेंगे तो प्लस साइन लगाया आपने, दैट इज B and here is C. और B और C का रिजल्ट आपने क्या ऐड करना है, दैट इज ओनली नोट. उस नोट पे आपको क्या लिखना है, जस्ट राइट A. ठीक है, तो नोट पे हमने लिखा दैट इज A, द रिजल्ट इज A. नाउ इस पर्टिकुलर B plus C को आपको किसमें ऐड करना है, D में. B plus C is 8 into D and it becomes C comma E. ये नोट क्या बन गया आपका, C और E, because देखिए D आपने जैसे ऐड किया B plus C plus D इक्वेशन बनी आपकी इस नोट पे B plus C plus D and this result is C and that is also E. C और E दोनों का रिजल्ट ये आपका. ठीक है, B plus C plus D क्योंकि B से भी कैंसिल हो गया आपका. नाउ आफ्टर दैट D और A यानी कि अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, D में C ऐड करना है, यानी कि C अपडेटेड C आपका ये, B आपका ये, तो B और C दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज दिस एडिशन. ठीक है, एंड दैट इज द D and E, दैट इज D and A बोथ. A भी आपका ये B plus C plus D, तो D और A ये नोट बन जाएगा. देखिए टोटल नोट कितने बने आपके, 6 नोट and 2 4 6 6 edges. So 6 node and 6 edges. Clear? So that is the expression. 6 node 6 edges. Clear? इस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर थ्री एड्रेस एक्सप्रेशन. तो जस्ट एक्सपांड द इक्वेशंस एंड देन डिजाइन इट. क्लियर? सो आपका प्रॉपर टेक बनेगा, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी. थैंक यू. Directed acyclic graph take. The first question is consider the basic block given below. ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं थ्री एड्रेस कोड के. ठीक है, that is the basic blocks. The minimum number of nodes are each present in the take representation of our basic blocks respectively. ठीक है, आपको नोड्स और एजेस बतानी है कि इसका अगर आप यहाँ पर डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कितनी नोड्स और एजेस डिजाइन होगी इन दैट केस. देखिए इसका वे क्या होता है आपका कंस्ट्रक्शन का, हम क्या बोलते हैं, टेक जो होता है वो कॉमन सब एक्सप्रेशन को बाय डिफॉल्ट एलिमिनेट करता है. ठीक है, सो जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर पेयर्स को ओपन करना है. A equals to B plus C आपका. ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि आपको राइट हैंड पार्ट में A जहाँ यूज हो रहा है वहाँ B plus C रख देंगे. देखिए सेकंड स्टेटमेंट में A plus C लिखा है, A plus D लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे B plus C plus D. ठीक है, फिर D में आपका क्या लिखा है, that is B plus C. So B is as it is, C की वैल्यू ये पूरी आ जाएगी आपकी B plus C plus D. That is this. ठीक है, नाउ फिर E के लिए आप क्या लिखेंगे, D minus B. So D क्या है आपका, that is this. इसमें से B माइनस कर देंगे, B plus C plus D minus B. तो B से B कैंसिल हो गया आपका, so क्या बचेगा आपका B plus C plus D. ठीक है, तो that is equivalent to B plus C plus D. B plus C plus D. Alright. सो देखिए ये और ये एक्सप्रेशन C और E जो है आपका एक्जेक्टली सेम हो गया. ठीक है, सो जहां भी आपने C कैलकुलेट किया है आप उसी नोट को E भी असाइन कर देंगे. ऑलराइट, फिर A के लिए आपने क्या किया, E plus B, E is this यानी कि B plus C plus D plus B, B as it is आएगा. ऑलराइट, सो देखिए यहां पर आपका D और A दैट इज एक्जेक्टली B plus C plus D एंड एक्स्ट्रा B यानी 2B plus C plus D दैट इज दिस. देखिए वन बाय वन अब हम इसको सॉल्व करते हैं. फर्स्ट A equals to B plus C करना है आपको, तो प्लस B एंड C ये आपका A आया. ठीक है, B plus C plus D. अब यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, B plus C plus D यानी कि ये जो सम है इसमें आपको क्या करना है, D को ऐड कर देना है. लाइक इन दिस डायरेक्शन ऐड करते हैं हम, उस लेफ्ट में लिखा है लेफ्ट में लिख देते हैं, दैट इज दिस. नाउ तो ये आया आपका BCD. तो ये जो नोड है आपका, देखिए ये नोड क्या बना आपका, दैट इज C और इसी को आप क्या बोलेंगे, दैट इज E आल्सो. ऑलराइट, क्योंकि C और E का एक्सप्रेशन सेम है. नाउ फिर नेक्स्ट E equals to B plus C plus D. ये तो हो गया D के लिए. देखिए हम दैट इज B plus C plus D जो C है आपका उसमें आपको क्या ऐड करना है, B फिर से ऐड करना है, दैट इज दिस प्लस दिस. इसका एडिशन क्या क्या आपका क्या आएगा, दैट इज D और इसी को आप क्या बोलेंगे, दैट इज A आल्सो. फाइनल A इज दिस आल्सो. यहां पे आपका आ रहा है B plus C plus D दैट इज दिस. तो टोटल सम आ गया. तो कितने नोड बने आपके, 1 2 3 4 5 6 6 नोड एजेस, 1 2 3 4 5 6 6 नोड 6 एजेस. तो 6 6 is the right answer. So A is correct option. Alright, so A is the right answer. Next question number 2. Directed acyclic graph represent one form of intermediate representation. The number of non-terminal nodes in tail of A expression is. यानी कि आपको टेक बनाना है और नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल नोड यानी कि आप क्या डिफाइन करने वाले हैं, दैट लीफ नोड. ठीक
plus c and this plus is with multiplication. Got it? So b plus c आपने यहाँ पे क्या दोनों का क्या कर रहे हैं आप मल्टीप्लिकेशन. तो आप कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट देखिए b plus c का मल्टीप्लिकेशन है. पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे दैट इज b एंड c. पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं दैट इज दिस. अब आपको इसी b plus c में आपको क्या करना है आपको क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है. दैट सेम b plus c को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप. ठीक है. सो b plus c एंड दिस प्लस इज विद मल्टीप्लिकेशन. गॉट इट. सो b plus c आपने यहाँ पे क्या दोनों का क्या कर रहे हैं आप मल्टीप्लिकेशन. तो आप या तो यहाँ पे क्या करें दैट यू कैन यूज दिस लाइक दैट इज b plus c और इन दोनों का आपने क्या कर दिया मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. तो देखिए इंटरनल नोड्स कितने हो गए. नॉन टर्मिनल टर्मिनल नोड आपके b और c. नॉन टर्मिनल इज 3 तो आंसर इज b. 3 is the right answer. तो 3 नॉन टर्मिनल नोड आपके यहाँ पर बनेंगे. गॉट इट. सो 3 is the right answer. Next question number 3. Consider the basic block given below. The minimum number of nodes and edges present in the directed acyclic graph. ठीक है. Of the above basic block respectively are. So again आपको यहाँ पर चेक कर लेना है जहाँ आपका लेफ्ट हैंड साइड यूज हो रहा है. ठीक है. राइट हैंड साइड में जस्ट पुट दैट. देखिए तो d equals to p cross c है. d का यूज हुआ है क्या यहाँ पे यूज हो रहा है. e equals to a plus b है. e कहाँ यूज हो रहा है लास्ट में यूज हो रहा है. b equals to p cross c है. b यूज नहीं हो रहा है. यानी कि आपका जो यूज है वो लास्ट एक्सप्रेशन में हो रहा है. यानी फर्स्ट 3 तो एज इट इज रहेंगे. e equals to p cross c, e is equals to a plus b and b equals to p cross c. ये तो बना लेना आपको. तो d और b तो एज इट इज हो गया आपके. फिर e equals to क्या हो गया आपका दैट इज e. e की प्लेस पे क्या लिखेंगे आप a plus b. d की प्लेस पे क्या लिखेंगे b cross c. यानी कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. एज इट इज इन दोनों रिजल्ट में आपको क्या करना है सब्सट्रैक्शन करना है. जस्ट डिजाइन फॉर b cross c. तो मल्टीप्लिकेशन दैट इज b एंड दैट इज c. b cross c का मल्टीप्लिकेशन किया आपने. नाउ a plus b करना है आपको. ठीक है. एंड b cross c फिर से डिजाइन कर रहे हैं तो आप इसी को क्या बोल देंगे दैट इज d एंड दैट इज b ओनली. ठीक है. ये बाद में अपडेट होगा. पहले आपको a plus b करना है तो b आपको ओरिजिनल ये वाला यूज करना है. ठीक है. a के साथ. सो अगर हम यहाँ पे लिखें दैट इज a. ठीक है. लाइक दिस. ये लिख देता हूं मैं a plus b. ठीक है. b plus a plus b की एडिशन है. हम इसको इस डायरेक्शन में लिख सकते थे. नाउ इसके बाद आपको क्या करना है दैट e में से सब्सट्रैक्शन करना है. तो इधर ही लिखे हम ताकि उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बन जाए. देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं लाइक दिस. आपने यहाँ पे लिखा प्लस a. ठीक है. ये a
प्लस बी हो गया, बी क्रॉस सी हो गया, बी क्रॉस सी आपका क्या है, टी है और बी है, ये आ गया, ए प्लस बी क्या है आपका, दैट इज ई। नाउ ई में से आपको क्या करना है, टी माइनस करना है, टी इज सब्सट्रैक्शन, दैट इज 3 3 6 1 2 3 4 5 6 6 नॉट 6 एजेस, सो सी इज द राइट आंसर, गॉट इट, 6 नॉट एंड 6 एजेस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्टेड अ साइक्लिक ग्राफ रिप्रेजेंट one form of intermediate representation, the number of edges in take of this expression is, number of edges कितनी होगी अगर आप इसका डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ बनाते हैं तो। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सप्रेशन में आपका मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट एंड सो ऑन दे रखा है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, a प्लस बी एंड बी क्रॉस सी, आपने यहाँ पे डिजाइन किया प्लस एक्सप्रेशन अगर आप दिया है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, एक्जीक्यूशन स्टार्ट कर देंगे, a प्लस बी बी क्रॉस सी, बी को आपने यूज कर लिया, a बी सी, ठीक है, a प्लस बी बी क्रॉस सी हो गया आपका। नाउ उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए, b मल्टीप्लिकेशन सी करना है आपको तो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है, ये एक्सप्रेशन रहेगा आपका, b क्रॉस सी ब्रैकेट में सॉल्व किया आपने और आउटर सॉल्व कर रिजल्ट वही है, ठीक है। अब आपके तीनों एक्सप्रेशन सॉल्व हो गए, अब प्लस माइनस और प्लस करना है आपको, तो सबसे पहले प्लस सॉल्व होगा, तो a प्लस बी क्रॉस सी, दिस a प्लस दैट बी क्रॉस सी, ये बनाया आपने, ठीक है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट हो गया आपका। इसमें से आपको a प्लस बी माइनस करना है, यानी इसको माइनस करना है इसमें से, सब्सट्रैक्ट दिस, ठीक है, दैट इज दिस, इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया आपने, ठीक है, डायरेक्ट एज बना सकते हैं आप यहाँ पे, सो दैट इज दिस। नाउ ये सब्सट्रैक्शन हो गया, ये ओवरऑल रिजल्ट में अगेन बी क्रॉस सी को क्या कर दिया आपने, ऐड कर दिया, प्लस रिजल्ट आपका आ रहा है प्लस दिस, ठीक है, इसको ऐड कर दिया आपने, तो टोटल एजेस काउंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 edges are there, that is directed acyclic graph with 10 edges, C is the right answer, got it, thank you. Let's start with programming statement to 3 address code. Let's start with programming statement to 3 address code. देखिए प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट से 3 एड्रेस कोड कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। 3 एड्रेस कोड क्या होता है? 3 एड्रेस कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ जनरल फॉर्म a equals to b ऑपरेट c, ठीक है, दैट इज ऑपरेटर a b और c में तो ऑपरेटर के बीच में आपने ऑपरेटर लगाया, दैट इज लाइक द स्ट्रक्चर इज अ 3 एड्रेस कोड वेयर abc इज आइदर प्रोग्राम आइडेंटिफाइड नेम्स कांस्टेंट आर कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरी नेम्स, ठीक है, यानी abc क्या हो सकते हैं, या तो आपने जो प्रोग्राम में डिफाइन किए हैं दैट नेम हो सकते हैं, या फिर कंपाइलर जनरेटेड टेम्परेरी वेरिएबल हो सकती है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है, एंड द मतलब क्या होता है, दैट इज ऑपरेशन व्हिच इज अप्लाइड ऑन द a and b इन सिंपल वर्ड्स, अ कोड हैविंग एट मोस्ट 3 एड्रेस इन अ लाइन इज कॉल्ड अ 3 एड्रेस कोड, ठीक है, ऐसा कोड जिसमें 3 एड्रेस होंगे एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में, दैट टाइप ऑफ कोड इज कॉल्ड 3 एड्रेस कोड। नाउ अब 3 एड्रेस कोड अगर आपको एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दिया है, उससे 3 एड्रेस कोड जनरेट करना है, जनरली कोई भी स्टेटमेंट आपका लिखा हो, ठीक है, कोई एक एक्सप्रेशन आपको दिया हो, इनफिक्स प्लस प्रीफिक्स से आपको एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, इनफिक्स में एक एक्सप्रेशन दिया है, उसको आपको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फिर आपको एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दिया है, उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ 3 एड्रेस कोड कौन-कौन से पॉसिबल होंगे, यानी कोई भी स्टेटमेंट दिया हो, आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो 3 एड्रेस कोड का यूज करेंगे, दैट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ 3 एड्रेस कोड। सो देयर आर टाइप्स ऑफ 3 एड्रेस कोड, द फर्स्ट वन इज x equals to y ऑपरेटर z, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, एग्जांपल क्या लिख सकते हैं आप, दैट एग्जांपल लाइक दैट इज x equals to y plus z, ठीक है, तो ऑपरेटर आपने क्या यूज किया, प्लस दैट इज 3 एड्रेस, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको एक्जेक्टली दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर यूज करेंगे, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको टोटल 3 एड्रेस यहां पर यूज किए। नाउ इफ यू यूज यूनरी ऑपरेशन x equals to ऑपरेटर z, ठीक है, यानी कि एग्जांपल क्या लिया आपने, मान लो कोई माइनस वैल्यू स्टोर करने किसी वेरिएबल में, तो x equals to minus z, so minus z आप स्टोर करने किसमें, दैट इज x में, so दैट इज यूनरी ऑपरेशन, z पे हमने यूनरी ऑपरेशन अप्लाई किया और x में स्टोर किया। नाउ x equals to y, दैट इज असाइनमेंट, डायरेक्ट असाइनमेंट आपका, तो डायरेक्टली x equals to y लिख सकते हैं आप, ठीक है, फिर कंडीशन गो टू, कंडीशनल गो टू, यानी कि आपने लिखा if x रिलेशन ऑपरेटर, ठीक है, एंड y,
कोई भी आपका यहाँ पर ऑपरेशन यूज हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपका कंडीशनल ऑपरेटर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज कंडीशन, ठीक है। सो जिसके करस्पॉन्डिंग आप क्या बोल रहे हैं कि आप लूपिंग कंडीशनल जंप या गो टू आप बोल सकते हैं इसको कंडीशनल जंप परफॉर्म करना है। एग्जांपल आप लिख सकते हैं, क्या लिख दिया, इफ a is less than b then, ठीक है, if a is less than b then go to l, इस लोकेशन पे आप l लोकेशन पे अगर आपका a क्या है लेस देन b, इस तरीके से कोई भी एक्सप्रेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर है। सो a और b यानी कि x और y के बीच में हमने क्या किया कंडीशन अप्लाई की, तो if a is less than b then go to l, now go to l that is direct jump unconditional, यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे पहले हमने कंडीशन चेक करी, दिस कंडीशन इज ट्रू then we go to लोकेशन l, if condition is false तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी इन दैट केस अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज आप क्या बोलेंगे कि यू गो टू जस्ट डायरेक्ट जंप, ठीक है, या आपका गो टू l दैट डायरेक्टली जंप होगा, और कंडीशनल में क्या बोलते हैं कंडीशन ट्रू होने के बाद जाना है, अदरवाइज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देना है। अरे इंडेक्सिंग, किसी भी अरे में आप मान लीजिए किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने लिखा a of 5 = 2 10 या कोई वेरिएबल x डिफाइन कर दिया आपने, या किसी वेरिएबल में आपने किसी अरे की लोकेशन की वैल्यू स्टोर कर दी, तो दैट ऑल आर यूज्ड इन अ 3 एड्रेस, ये भी 3 एड्रेस फॉर्मेट में यूज होगा। पॉइंटर ऑपरेशन यानी कि p = एड्रेस ऑफ x को डिफाइन किया आपने, ठीक है, या y = आप क्या लिख रहे हैं दैट इज स्टार p, या फिर किसी पॉइंटर में आप किसी का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं या डायरेक्टली पॉइंटर में तो वैल्यू सेंड कर रहे हो तो स्टार p = that, तो इस तरीके के एक्सप्रेशन जो भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में यूज होते हैं दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 3 एड्रेस कोड यूजिंग दिस ऑल टाइप्स, यानी इन सारे टाइप की हेल्प से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, अदर देन दैट यू कैन नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है, यानी कि आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट है तो आप इन सारे टाइप्स को यूज करेंगे, इसके अलावा कोई डायरेक्टली कंडीशन नहीं लिख सकते, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर आपका लूप भी है तो भी आपको लूप की कंडीशन को भी इफ के थ्रू एग्जीक्यूट करना है, मान लीजिए फॉर लूप यूज कर रहे हैं या व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं, सो जस्ट यूज दी दिस कंडीशंस, ठीक है, केस ऑफ आप क्या यूज करेंगे इफ यूज करेंगे, कोई भी लूप को आपको अगर 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है दैन यू यूज जस्ट ओनली इफ कंडीशन, ठीक है, इफ कंडीशन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल देते हैं यहाँ पर, एक एक्सप्रेशन दिया है 3 एड्रेस कोड आपको, एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दिया है, if a is less than b then x = y + z else p = q + r, ये एक्सप्रेशन आपको एग्जीक्यूट करना है, इसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना है, दैट इज प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है इसका 3 एड्रेस कोड बनाना है। तो व्हाट इज द 3 एड्रेस कोड बिहाइंड दिस, 3 एड्रेस कोड क्या बनेगा आपका, तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपने लिखा एट फर्स्ट 3 एड्रेस कोड, अब कंडीशन है कि a is less than b then x = y + z, तो हम यहां पे कंडीशनल जंप अप्लाई करेंगे, if a is less than b then go to जिस भी लोकेशन पे आप यहां पे ट्रांसफर करेंगे उस लोकेशन का नेम यहां पे लिखेंगे। अब देखिए अगर आपको दो चीजें देखनी, if a is less than b then go to that condition, लेस देन हुआ तो आपको गो टू करना है, और जो भी आप लोकेशन यहां देंगे उस लोकेशन पे आपको कौन सा कोड एग्जीक्यूट करना है, x = y + z, तो if a is less than b then go to x = y + z, इस तरीके से एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करना है। अगर ये ट्रू नहीं होता, a is not less than b, तो आपको क्या लिखना है, else पार्ट एग्जीक्यूट करना है, तो else पार्ट में आप क्या बोलेंगे दैट इज q + r, तो देखिए यहां पे हम क्या बोलेंगे if a is less than b then go to this if वाली कंडीशन, else डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं, अगर ये लेस नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो तो आपको ये एग्जीक्यूट करना है, सो दैट केस आप क्या लिखेंगे यहां पर t1 = कोई टेंपरेरी वेरिएबल, देखिए 3 एड्रेस कोड में शायद डायरेक्टली आपका असाइनमेंट लिखा हो, विदाउट टेंपरेरी आप 3 एड्रेस कोड जनरेट नहीं करेंगे यहां पे, यानी ये तीनों आपकी एक्चुअल मेमोरी है, तो डायरेक्टली मेमोरी पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना है, एटलीस्ट वन टेंपरेरी तो वहां पर यूज करना पड़ेगा, t1 = y + z, फिर y और z का रिजल्ट t1 में स्टोर किया और फिर आपने क्या किया यहां पर x में t1 को स्टोर कर दिया, तो if a is less than b तो go to आपने क्या बोला किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे ट्रांसफर कर देंगे, अगर वो फॉल्स होता है तो उस केस में आपको क्या करना है, else पार्ट एग्जीक्यूट करना है, तो t1 = y + z and x = t1, ये इक्वेशन एग्जीक्यूट कर दिया लाइक दिस। अगर आपका ये कंडीशन क्या होती है ट्रू होती है तो क्या गो टू स्टेटमेंट, अब देखिए जैसे आपका else पार्ट चल, ठीक है, सो यहां पर y + z लिखेंगे, हम लिखेंगे q + r, else पार्ट में आपका क्या दैट इज q + r, ठीक है, सो हमने if की कंडीशन को क्या बोला, अगर फॉल्स होती है if a is less than b then go to that location, if it is false if a is less than b then क्या करना है, else वाला पार्ट यहां पे क्या लिखेंगे q + r and p में आपने क्या स्टोर कर दिया, इक्वेशन एक्जेक्टली वही बनेगी, बस आपको q + r पहले एग्जीक्यूट करना है। अब इसके बाद हम डायरेक्टली x की इक्वेशन लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि आपका else पार्ट चल चुका है तो if नहीं चलेगा डेफिनेटली, तो आप यहां फोर्थ स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे दैट इज इन दैट केस डायरेक्टली आप क्या बोलेंगे exit, या तो आप exit कर दें या फिर उस स्टेटमेंट की लोकेशन लिखते हैं जहां पे आपने exit लिखा है, तो go to and लोकेशन नंबर जहां पे आपने exit लिखा है, अब इस फिफ्थ लोकेशन पे आप यहां पे 5 अप्लाई कर सकते हैं, देखिए if a is less than b go to 5 लोकेशन पे आपने क्या लिख दिया ट्रू वाला स्टेटमेंट, यानी कि एक वेरिएबल ले लिया आपने दैट t2, या तो आप सेम t1 भी ले सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि आप उस पर्टिकुलर या तो if रन होगा या else रन होगा, यानी या तो ये else पार्ट चलेगा या आपका if पार्ट चलेगा, तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। तो t1 = आप लिख सकते हैं या तो t1 = y + z and 6 में आप लिख दिया x = t1, ठीक है, एंड 7th लोकेशन आपने क्या लिख दिया दैट इज exit, यहां पे आप लिख दिया go to 7, देखिए if a is less than b go to 5, अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो go to 5 लोकेशन पे आपने क्या लिखा है t1 = y + z x = t1 को एक्सेप्ट कर दिया, क्योंकि ट्रू हो चुका है आपका, या अगर if आपका ट्रू नहीं होता है तो आप डायरेक्टली कहां जाएंगे else पे, तो else पे आपने लिखा t1 = q + r, जैसे आपका q else एग्जीक्यूट हो जाता है डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं तो go to 7 7 पे आपने एक्सेप्ट किया, तो दैट इज द 3 एड्रेस कोड फॉर दिस प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, ठीक है, इस प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट का आपका 3 एड्रेस कोड क्या बनेगा दैट इज दिस, ठीक है, तो इस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, लाइक अब मान लीजिए आपको while लाइक स्ट्रक्चर को दिया, ठीक है, यानी कि प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में आपने लूप यूज किया दैट इज while a is less than b, तब तक आपका a b से लेस है 2 x = y + z, ठीक है, while a is less than b 2 x = y + z। अब देखिए इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, a का डिक्रीमेंट या b का इंक्रीमेंट जो भी हो रहा है वो कहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बट अगर हम इतना स्टेटमेंट दिया इसका 3 एड्रेस कोड क्या बनेगा जस्ट वो बनाएंगे, ठीक है। सो देखिए 3 एड्रेस कोड का अगर आप फॉर्मेट देखें दैट इज 3 एड्रेस कोड, फर्स्ट स्टेटमेंट अगेन while लूप दिया हो या किसी भी टाइप का लूप दिया हो, 3 एड्रेस का फॉर्मेट आपका फिक्स है कि यू कैन ओनली यूज if a is less than b then go to लोकेशन, उस लोकेशन का नेम, ठीक है, जब तक आप लोकेशन डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप क्लियरली उसको डिफाइन नहीं करते, यहां पे आप लोकेशन नंबर का लिखेंगे, अगर हमने बोला कि अगर ये ट्रू होता है तो आपको ये परफॉर्म करना है, और अगर ये फॉल्स हो जाता है while की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप टर्मिनेट हो जाएंगे while लूप से, तो लूप के बाहर आ जाएंगे, यानी आपने क्या लिखा दैट इज exit, या तो आप exit यहां डायरेक्टली डिफाइन कर दे या फिर उस लोकेशन का एड्रेस डिफाइन करें जहां पे आपने exit लिखा है, तो डायरेक्ट कंडीशनल अनकंडीशनल जब आप अप्लाई करेंगे दैट इज कंडीशनल जब if a is less than b go to, अब यहां पे 3 लिख सकते हैं, थर्ड लोकेशन पे आप डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं if a is less than b go to 3 और 3 पे आप x = y + z करेंगे, ठीक है, अगर ये नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या कर देंगे exit कर देंगे, तो go to 3 पे आपने टेंपरेरी वेरिएबल के हेल्प से इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट किया y + z एंड फोर्थ स्टेटमेंट लिख दिया x = t1, क्लियर। नाउ फिफ्थ स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, अब व्हाट इज द फिफ्थ स्टेटमेंट, तो ये लूप है आपका एक्जेक्टली सिंगल टाइम आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, एग्जीक्यूट होता जाएगा if a is less than b go to 3 पे गया और ये ट्रांसफर फॉर्म किया t1 = y + z x = t1। नाउ इसके बाद फिर से आपने क्या बोला go to 1, क्लियर, फिर से कंडीशन चेक करेगा a is less than b then go to 3, ठीक है, अगर लेस देन b है तो यहां पे आएगा, अब क्या अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट हम कहीं a को डिक्रीमेंट या
ए को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है, ना बी को डिक्रीमेंट कर रहे, सो ए लेस देन बी है या नहीं, आपकी वो भी जो भी कंडीशन होगी ट्रू, सो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ऑब्वियसली आपने लूप में कोई कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दी है तो वो स्टेटमेंट आप उसके साथ ऐड कर देंगे, बट अभी हम जस्ट इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो गो टू 1 1 पे कंडीशन सेट करिए आप, ठीक है, एंड इन दैट केस आप क्या बोलेंगे, दैट इज गो टू, अब अगर हुआ तो आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज एग्जिट, ठीक है। तो ये 1 पे जाने के बाद एग्जिट होगा, सो यहाँ पे आप लिखते हैं गो टू 6 6 इज एग्जिट स्टेटमेंट, अगर लेस देन हुआ इज ग्रेटर देन बी हो गया तो 6 पे चलेगा, आप डायरेक्ट एग्जिट, अगर नहीं तो गो टू 3 पे जाना है, 3 से वापस 1 पे, 1 पे 3 पे, दैट इज लूप, ये लूप लग गया आपका 5 से 1, ठीक है, 1 से 3 फिर 5 से 1 1 से 3, दैट इज द लूप। सो इट इज अ 3 एड्रेस कोड फॉर while statement दिया, इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे दिस एड्रेस कोड, ठीक है। नाउ इफ यू हैव दैट स्टेटमेंट लाइक for loop, अगर आपको for loop दिया है तो उस केस में आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, ठीक है। लेट्स सी दैट एग्जांपल विद for loop। for loop के लिए अगर आप स्टेटमेंट यहां पर लिखते हैं लाइक दिस, for and i equals to, जो भी डेफिनेशन आपने दी, ठीक है, वेरिएबल आप मान लीजिए पहले डिफाइन कर चुके हैं, for i equals to 1, i less than equals to 20, i plus plus, ठीक है, दैट इज दिस। फॉर दिस इसके लिए आपको एग्जीक्यूट करना है x equals to y plus z, यानी 4 की बॉडी के अंदर आपने क्या लिखा है x equals to y plus z, यानी ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आपको क्या करना है, ऐड करना है x में y plus z की वैल्यू कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं आप, लूप कितनी बार डिफाइन किया आपने 1 से 20 तक, तो 1 से 20 तक आपको सेम टास्क परफॉर्म करना है। नाउ व्हाट इज द 3 एड्रेस कोड, 3 एड्रेस कोड क्या बनेगा इसका, तो ये 3 एड्रेस कोड फर्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन करेंगे आप, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका आएगा दैट इज i equals to 1, इनिशियलाइजेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि आप सिंपल से करेंगे i equals to 1, दैट इज दिस फर्स्ट स्टेटमेंट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा आपका, अब अगेन कंडीशन है कि i की वैल्यू जब तक आपको एग्जीक्यूट करना है i is less than equals to 20, if i is less than 20 less than equals to कंडीशन है तो दोनों लगा देंगे आप, less than equals to 20 go to इस स्टेटमेंट पे जाना है आपको, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है i is less than equals to 20 तो ये एग्जीक्यूट करना है आपको, तो जहां पे आपने इसका कोड लिखा है उसकी लोकेशन आप यहां पास कर देंगे। इफ इट इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स होता है तो क्या होगा, तो पहले वो सेट करना है, अगर ये फॉल्स है तो आपको एग्जिट करना है, या तो डायरेक्टली आप एग्जिट लिख सकते हैं या फिर गो टू दैट लोकेशन जहां पे आपने एग्जिट लिखा है, ठीक है। अब जिस लोकेशन पे आप एग्जिट लिखेंगे, यानी जनरली हम लास्ट स्टेटमेंट को एग्जिट मानते हैं, सो दैट्स व्हाई हम यहां पे क्या कर रहे हैं, कोई लोकेशन दे देंगे जहां पे आप लास्ट में एग्जिट करेंगे, तो वो लास्ट इंस्ट्रक्शन हम एंड पे डिफाइन करेंगे, तो अभी इसको हमने इसको प्लान करा, इसको आपने पहले प्लान करा, ठीक है। सो इन दैट केस यहां पे गो टू आप स्टेटमेंट लिखेंगे, कौन सा किस लोकेशन पे आप जा रहे हैं, i less than equals to 20 देन गो टू इस स्टेटमेंट पे जाना है आपको। सो ऑब्वियसली अगर फॉल्स हुआ तो ये गए, तो ऑब्वियसली ट्रू होने पे नेक्स्ट स्टेटमेंट 4 लिख सकते हैं आप, दैट इज 4, सो गो टू 4, वो लोकेशन पे आपने यहां पे कोड लिखा फॉर दिस, तो t1 equals to y plus z, ठीक है, t1 equals to y plus z। सबसे पहले आप क्या करेंगे कंडीशन, ठीक है, i is equals to 1, इनिशियलाइजेशन, फिर आपने देखा कंडीशन, फिर बॉडी और फिर क्या करेंगे इंक्रीमेंट, तो t1 equals to y plus z, फिफ्थ दैट इज x equals to t1, ये लिखा। नाउ आफ्टर दैट क्या करना है आपको, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, फिर बॉडी एग्जीक्यूट की और फिर इंक्रीमेंट, ठीक है। तो अब देखिए x equals to t1 जैसे एग्जीक्यूट हुआ, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, i equals to y plus 1, फिर पहले आप इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप आ जाएंगे वापस कंडीशन पे जाएंगे, फिर बॉडी में, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन, फिर बॉडी, जो फॉर लूप का जो लॉजिक होता है आपको एग्जीक्यूट करना है। सो दैट इज दिस i equals to y plus 1, या तो आप डायरेक्टली i equals to y plus 1 लिख सकते हैं, या फिर टेम्परेरी की हेल्प से भी आप उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैंने लिखा t2 equals to i plus 1 एंड i equals to t2, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर नेचर, या किस टाइप का 3 एड्रेस कोड आप परमिट कर रहे हैं, डायरेक्टली आप असाइन किसी मेमोरी पे आप अपडेट करके सेम को अपडेट कर सकते हैं, या फिर आप इंटरमीडिएट टेम्परेरी यूज करें, ठीक है, तो बोथ आर वैलिड, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एड्रेस, ठीक है। सो t2 equals to y plus 1, i equals to क्या लिखते हैं आपने t2। नाउ आफ्टर दैट इंक्रीमेंट के बाद आपको क्या करना है, फिर से कंडीशन चेक करनी है, सो गो टू 2, सेकंड लोकेशन पे आप गो टू 2, ठीक है, डायरेक्टली 2 करें, कंडीशन अगर अभी भी i less than 20 है तो फिर आप क्या करेंगे 4 पे जाकर फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे और फिर आप यहां पे आएंगे, अदरवाइज आप क्या कर देंगे यहां पे एग्जिट कर देंगे, ठीक है। तो गो टू, अब यहां पे एग्जिट स्टेटमेंट 9 लिख सकते हैं, तो 9 पे आप निकल जाएगा एग्जिट, सो 9 स्टेटमेंट आपका क्या हो गया एग्जिट, तो डायरेक्टली यू कैन एग्जिट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है, तो दैट इज फॉर लूप के लिए आप यहां पे इस टाइप से एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने लूप देखे, ठीक है, फॉर लूप व्हाइल लूप के लिए हमने एग्जीक्यूट किया, इफ देयर इज एनी स्विच स्टेटमेंट देन हाउ टू डिजाइन 3 एड्रेस कोड। सो लाइक स्विच स्टेटमेंट एक्सप्रेशन आपको दिया है, स्विच i plus j s1, फर्स्ट के साथ आता है x equals to y plus z ब्रेक, s2 equals to q plus r ब्रेक एंड default 2। अब 1 2 का मतलब क्या बोल रहे हैं हम यहां पे i plus j की वैल्यू अगर 1 होती है आपकी, तो ये वाला केस आपका एग्जीक्यूट होगा 1 1, i plus j की वैल्यू अगर 2 है तो सेकंड एग्जीक्यूट होगा, और अगर 1 और 2 नहीं है यानी कि वो डिफॉल्ट क्या करेगा एग्जीक्यूट करेगा, यानी किसी भी कंडीशन में आपका या तो x p या u क्या होने वाला है एग्जीक्यूट होने वाला है। सो जस्ट डिजाइन द 3 एड्रेस कोड, 3 एड्रेस कोड कैसे बनेगा इसका, 3 एड्रेस कोड की इक्वेशन अगर आप लिखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा आपका, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉर 3 एड्रेस कोड, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने बोला एक टेम्परेरी वेरिएबल t1 equals to y plus j, ठीक है, आप कंपैरिजन एक सिंगल वेरिएबल के साथ ही कर सकते हैं, तो t1 equals to y plus j, तो y plus j की वैल्यू आपने पहले t1 में स्टोर कर दी। नाउ सेकंड 3 एड्रेस कोड, अब कंडीशन लगाएंगे इफ t1 equals to 1 1, ठीक है, t1 equals to 1 यानी t1 की वैल्यू अगर 1 है देन गो टू, उस केस में आपको गो टू जाना है किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जहां पे आप क्या एग्जीक्यूट करेंगे x equals to y plus z, अगर t1 की वैल्यू 1 नहीं है, if t1 is not equals to 1 देन आपको क्या चेक करना है क्या t1 की वैल्यू 2 है, तो गो टू इस लोकेशन पे ट्रांसफर करेंगे आप जहां पे आपने इसका if कंडीशन लिखा है सेकंड वाले के लिए, तो मान लीजिए हम फोर्थ पे if की कंडीशन लिख देते हैं तो गो टू 4 लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे लिखा आपने if t1 equals to 2 देन गो टू, अब देखिए यहां पे हमने क्या बोला फर्स्ट, अगर ये कंडीशन भी आपकी फॉल्स हो सकती है तो उस केस में आपको डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करना है, देखिए फर्स्ट if t1 equals to 1 तो गो टू किस पे ट्रांसफर करेंगे जहां पे केस 1 आपने बॉडी लिख रखी है, केस 1 का आपने स्ट्रक्चर 3 एड्रेस कोड में लिखा है, एल्स आपने 4 पे गए, अगर ये t1 1 नहीं है तो आपने चेक किया गो टू 4 क्या t1 2 है, इफ इट इज ट्रू ये ट्रू है तो आपको कहां जाना है जहां पे आपने केस 2 की बॉडी लिखी, तो गो टू लिख दिया हमने, अभी इस पे लोकेशन देना भी बाकी है हमें, ठीक है। नाउ अगर ये भी फॉल्स है तो आपको कहां पे जाना है डिफॉल्ट वाले सेट पे, तो गो टू डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट की लोकेशन भी हमें यहां पे देना है, या तो आप डायरेक्टली नेम लिखते केस 1 और केस 1 लोकेशन का नेम, बट हम 3 एड्रेस कोड में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो दैट इज दिस गो टू 4 पे गो टू यहां पर आपने लिखा, अब डेफिनेटली आप यहां पर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे अब आपके सारे केसेस बन चुके हैं, यानी 1 वाला 2 हुआ तो उस लोकेशन पे जाना है, अदरवाइज 4 पे जाके 2 को चेक किया तो उस पे जाना है, अदरवाइज डायरेक्टली डिफॉल्ट पे चलेगा। अब यहां से आप मेन बॉडी की कोडिंग करेंगे, यानी इसका 3 एड्रेस कोड फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे, तो पहले केस 1 का लिख देते हैं, तो यहां पे 6 पे केस 1 लिख रहे हैं तो इसको 6 लोकेशन डिफाइन कर दिया हमने, एंड दैट केस क्या लिखेंगे आप t1 equals to y plus z, t1 equals to y plus z लिखा हमने, एंड नेक्स्ट t1 equals to y plus z 7 लोकेशन पे आप निकल गया x equals to t1, ठीक है, x में t1 स्टोर कर दिया। अब मान लीजिए केस 1 एग्जीक्यूट हुआ तो आपको क्या करना है एग्जिट करना है, सो गो टू एग्जिट लोकेशन जहां पे आप एग्जिट लिख रहे हैं, ठीक है, दैट इज दिस गो टू एग्जिट, एग्जिट की लोकेशन आएगी आपकी, चलिए एग्जिट का जो भी लोकेशन होगा वो हम बना देंगे। नाउ 9 इंस्ट्रक्शन क्या आएगा आपका, अगर या तो आपका 1 वाला 2 हुआ तो 6 पे जाके आपने एग्जिट किया, एग्जीक्यूट किया और एग्जिट पे चलेगा, ठीक है, या फिर आप कहां पे जाएंगे इस कंडीशन को ट्रू करेंगे, अगर ये ट्रू होता है यहां पे आप लिखते गो टू 9 9 लोकेशन पे जाके आप करने वाले हैं, दैट इज केस 2 को एग्जीक्यूट करेंगे, केस 2 का एक्सप्रेशन आप क्या लिखेंगे, दैट इज अगेन सेम टेम्परेरी ले सकते हैं आप, डिफरेंट टेम्परेरी ले सकते हैं, t2 equals to
plus r and 10th इंस्ट्रक्शन लिखा हमने that is p equals to t2. now 11th इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आप, that is exit, या फिर डायरेक्टली आप exit की लोकेशन ट्रांसफर कर सकते हैं go to that. अब देखिए स्विच केस में आपके मल्टीपल प्लेस पे exit की कंडीशन बनेगी, इसलिए हम कॉमन exit बनाएंगे, उस पे यहां पे लोकेशन डिजाइन करेंगे. ये अब देखिए कि if i equals to 2 then go to 9. अगर ये भी even equals to 2 भी नहीं होता आपका, यानी 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, यानी डिफॉल्ट को एक्जीक्यूट करना है आपको, और डिफॉल्ट की 11 तक तो आप चलेगा, डिफॉल्ट लोकेशन आपने यहां पे सेट कर दिया, that is 12 only. so go to 12, the 12 लोकेशन पे आपने एक्जीक्यूट किया, that is p3 equals to p plus w, and 13 इंस्ट्रक्शन लिख दिया आपने, that is u equals to p3. ये बनाया आपने. now after that 14th इंस्ट्रक्शन आप क्या लिख देंगे, that is exit. 14 वाला स्टेटमेंट आपका क्या बन जाएगा, exit. 14 इंस्ट्रक्शन इज exit. तो जहां पे भी आपने every case देखिए, first t1 if t1 equals to 1 go to 6, और x equals to आपने क्या लिखा, t1 equals to y plus z, x equals to t1 and go to 14, यानी exit कर दिया आपने. अगर ये false होता है तो 4 पे गए, 4 पे हमने 2 को चेक किया, क्या 2 है, yes, so 9 पे गए, 9 पे एग्जीक्यूट किया और क्या कर दिया आपने, fault डिफॉल्ट सेट कर दिया, यानी कि exit कर दिया. अगर ये भी false होता है तो 12 पे जाएंगे आप, that is 12 इंस्ट्रक्शन पे एग्जीक्यूट किया आपने, डिफॉल्ट वाला केस, डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट करके डायरेक्ट 13 के बाद कोई इंस्ट्रक्शन, कोई आपने जंप कंडीशन या कोई लूप वाली कंडीशन नहीं दी तो आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, exit 14 पे जाके exit. so that is the 3 address code for switch statement. switch statement के लिए आपका इस तरीके से 3 address code बनेगा. got it? so that is the way to design a 3 address code for a programming statement. thank you. ये आदमी तो बाटे कि বর্তমানে যদি বল তুলে আনবি না হতে পারে, আমি ফেলে দেবো ছুঁড়ে। তোকে তো বারণ করেছে আমি বল খেলবি না তুই ওপরে. Let's start with basic block and control flow graph. So what is the meaning of basic block? Basic block क्या होता है आपका? देखिए बेसिक ब्लॉक का मतलब होता है, बेसिक ब्लॉक इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेनिंग नो ब्रांच एक्सेप्ट एट द वेरी एंड. देयर इज नॉट एनी ब्रांच, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन आप उस ब्लॉक में इंक्लूड कर रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन में कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट एट द एंड, यानी कि लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द बेसिक ब्लॉक में कंटेन ब्रांच इंस्ट्रक्शन. ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो सकता है वो, बट इन बिटवीन अगर आप लीनियर इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस लिख रहे हैं तो उसके बीच में कोई इंस्ट्रक्शन में ब्रांच आपका नहीं आएगा. अ वेरी बेसिक ब्लॉक इज ऑलवेज एक्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली एज अ यूनिट. ठीक है, बेसिक ब्लॉक जो होता है वो ऑलवेज एक्जीक्यूट होता है सीक्वेंशियली एज अ यूनिट, यानी कंप्लीट ब्लॉक एक यूनिट की तरह क्या होगा आपका एक्जीक्यूट होगा, उसके बाद आप ब्लॉक के बाहर आएंगे, यानी आप नॉर्मल स्ट्रक्चर लाइक बेसिक ब्लॉक देखते हैं तो डिजाइन किया मैंने, मान लीजिए इस तरीके से ब्लॉक डिजाइन किया, दैट इज दिस p. इसमें इंस्ट्रक्शन है आपके i1 i2 i3 i4. ठीक है, सो i1 i2 i3 i4 सारे सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन होंगे. लास्ट इंस्ट्रक्शन जो होगा दैट मे बी अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन. ठीक है, इट मे बी ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ये ब्रांच इंस्ट्रक्शन हो सकता है आपका, दैट कैन बी जंप टू एनी लोकेशन. सो इस पर्टिकुलर ब्लॉक से आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉक जहां पे इस ब्रांच का रिजल्ट होगा वहां पे आप क्या करेंगे, जंप कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि दैट इज द ब्रांच इंस्ट्रक्शन, बट इन बिटवीन द इंस्ट्रक्शंस कोई ब्रांच इंस्ट्रक्शन नहीं होगा आपका. सो दैट इज जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक ब्लॉक. नाउ हाउ टू कंस्ट्रक्ट बेसिक ब्लॉक? अगर आपके पास एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन अगर आपको एक बेसिक ब्लॉक क्रिएट करना है, सो हाउ टू क्रिएट अ बेसिक ब्लॉक. ठीक है, बेसिक ब्लॉक्स कैसे क्रिएट होंगे, कितने ब्लॉक बनेंगे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, तो हम देखें हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ बेसिक ब्लॉक. बेसिक ब्लॉक कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हम इसके लिए. देखिए फर्स्ट इन दैट केस अगर हम देखें हाउ टू कंस्ट्रक्ट बेसिक ब्लॉक. बेसिक ब्लॉक कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो फर्स्ट डिटरमाइन द सेट ऑफ लीडर्स. सबसे पहले आपको लीडर्स फाइंड करना है, फॉलोइंग आर द रूल्स फॉर फाइंडिंग द लीडर. लीडर को फाइंड करने के लिए रूल है आपके, द फर्स्ट 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जो पहला आपका 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होगा ऑफ इंटरमीडिएट कोड इज अ लीडर, यानी कि आपने 3 एड्रेस कोड, आप किसी भी प्रोग्राम का जस्ट आपने डिजाइन किया 3 एड्रेस कोड, उससे आपको क्या डिजाइन करना है, लीडर फाइंड करने उस 3 एड्रेस कोड में से. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा आपका 3 एड्रेस कोड का, दैट इज अ लीडर, उसे आपको लीडर बनाना है. नाउ इंस्ट्रक्शन विच आर टारगेट ऑफ अनकंडीशनल और कंडीशनल जंप गो टू स्टेटमेंट आर लीडर्स. ठीक है, यानी कि कोई भी आपके कंडीशनल जंप और अनकंडीशनल जंप का जो भी टारगेट होगा, यानी किसी इंस्ट्रक्शन का आपने कंडीशनल जंप लिख रखा है, आपने लिखा है इफ दिस कंडीशन गो टू दैट, तो जिस लोकेशन पे आप उसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट लोकेशन दैट टारगेट इज बिकम अ लीडर. तो इंस्ट्रक्शन विच आर टारगेट ऑफ अनकंडीशनल और कंडीशनल जंप इज बिकम अ लीडर, तो वो एक लीडर बनेगा आपका. नाउ इंस्ट्रक्शन विच इमीडिएटली फॉलो अनकंडीशनल और कंडीशनल जंप और गो टू स्टेटमेंट आर कंसीडर्ड एज अ लीडर. ठीक है, यानी कि आपने कोई स्टेटमेंट गो टू स्टेटमेंट लिखा है कि if a is less than b then go to h. ठीक है, तो h लोकेशन पे जो इंस्ट्रक्शन है आपका वो आपका लीडर बनेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट. ठीक है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर जंप इंस्ट्रक्शन के बाद आपका जो भी इंस्ट्रक्शन होगा दैट इज आल्सो लीडर, ये भी लीडर बनेगा और ये भी लीडर बनेगा. क्लियर है, तो फर्स्ट किसी भी बेसिक ब्लॉक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में से लीडर्स फाइंड करने. तो लीडर फाइंड करने के 3 रूल है आपकी, कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ दैट कोड इज अ लीडर, टारगेट ऑफ कंडीशनल अनकंडीशनल जंप इज अ लीडर एंड दैट इंस्ट्रक्शन दैट इज इमीडिएटली फॉलो कंडीशनल और अनकंडीशनल जंप इज आल्सो अ लीडर. नाउ आफ्टर फाइंडिंग अ लीडर, जैसे आपने लीडर फाइंड किया उसके बाद अब आपको क्या करना है, फॉर ईच लीडर determine its basic block contain itself and all instruction up to excluding the next leader. यानी क्या बोल रहे हैं कि आपने लीडर्स फाइंड कर लिए कोड में से, मान लीजिए आपके पास i1 i2 i3, ठीक है, i4 i5 i6 7 8 9 इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस है. आपने बोला दैट इज फर्स्ट वन इज इट इज अ लीडर, पहला आपका लीडर मिला दैट इज दिस, इट इज लीडर. ठीक है, फिर आपने बोला फोर्थ इज सेकंड लीडर, इट इज आल्सो लीडर. ठीक है, नेक्स्ट आपने बोला 7 इज आल्सो लीडर. तो आपको क्या करना है, बेसिक ब्लॉक बनाना है, दैट ब्लॉक b1 कंटेन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका लीडर, तो दैट इज लीडर. और इसके बाद जितने भी इंस्ट्रक्शन है बिफोर नेक्स्ट लीडर के पहले वाले सारे इंस्ट्रक्शन, यानी नेक्स्ट लीडर को इंक्लूड नहीं करना, आपको उसको एक्सक्लूड करना है, उसके पहले वाले सारे इंस्ट्रक्शन के ब्लॉक में आएंगे, दैट इज बेसिक ब्लॉक दैट कंटेन दिस इंस्ट्रक्शन. तो मान लीजिए आपका नेक्स्ट i4 है, तो b2 ब्लॉक बनाया आपने, उसमें i4 i5 और i6 इंस्ट्रक्शन लिखे, दैट इज सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन, यानी 4 के बाद 5 के बाद 6 एक्जीक्यूट होना है आपका. सो आपने ये लिख दी. ठीक है, नाउ फिर नेक्स्ट ब्लॉक बनेगा आपका थर्ड लीडर के लिए, दैट इज फॉर i7. तो हर लीडर के लिए आपको एक बेसिक ब्लॉक कंस्ट्रक्ट करना है, दैट इज आल्सो अ ब्लॉक. सो देयर आर 3 ब्लॉक b1 b2 and b3. ठीक है, इसमें फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लीडर है, इसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन लीडर है, डेफिनेटली इसका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, लीडर होगा. तो एवरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ बेसिक ब्लॉक इज ऑलवेज अ लीडर. क्लियर, एंड इट इंक्लूड ऑल इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंशियल फॉलो दैट लीडर एंड एक्सक्लूड द नेक्स्ट लीडर. नेक्स्ट लीडर को आपको उसमें इंक्लूड नहीं करना है. नाउ अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ दैट लास्ट इंस्ट्रक्शन, i3 का नेचर क्या है, i6 का नेचर क्या है और i9 का नेचर क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट यू डिसाइड इफ हैव टू गो फ्रॉम फर्स्ट बेसिक ब्लॉक टू. ठीक है, b1 से आपको नेक्स्ट किसको एक्जीक्यूट करना है, फिर b2 के बाद किसको एक्जीक्यूट करना है, b3 के बाद किसको एक्जीक्यूट करना है. सो द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग ऑफ दैट ब्लॉक्स, ये बेसिक ब्लॉक को कनेक्ट करना है, किस ब्लॉक के बाद कौन सा ब्लॉक एक्जीक्यूट होगा,
ब्लॉक जो स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो आप देखिए फर्स्ट व्हाट इज द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। तो देखिए कंट्रोल फ्लो ग्राफ क्या है? कंट्रोल फ्लो ग्राफ इज अ डायरेक्टेड ग्राफ, इट इज प्रोसेस ओरिएंटेड। ठीक है, ये प्रोसेस ओरिएंटेड ग्राफ होता है आपका। कंट्रोल फ्लो ग्राफ शो ऑल द पाथ्स दैट कैन बी ट्रैवर्स ड्यूरिंग अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको जितने भी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से लास्ट इंस्ट्रक्शन तक जितने भी पाथ आपको अवेलेबल है उस प्रोग्राम में, वो सारे आपके कंट्रोल फ्लो ग्राफ में क्या हो जाएंगे? शो होंगे। तो इट शो ऑल द पाथ दैट कैन बी ट्रैवर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में जितने भी पाथ हैं आपके दैट ऑल आर शो ड्यूरिंग द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। नाउ नोट इन द ग्राफ आर बेसिक ब्लॉक, नोट जो होंगे आपके ग्राफ के अंदर वो क्या होंगे? दैट इज द बेसिक ब्लॉक। नोट इन द ग्राफ आर बेसिक ब्लॉक्स एंड देयर इज अ एज फ्रॉम B1 to B2 इफ एंड ओनली इफ B2 इज इमीडिएटली फॉलो B1 इन सम एग्जीक्यूशन। ठीक है, देयर इज अ एज, कोई एज अगर आपके B1 से B2 आप बना रहे हैं तो ये कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ B2 इमीडिएटली फॉलो B1। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं? नोट इन द ग्राफ, ग्राफ में नोट क्या होंगे? आपके बेसिक ब्लॉक्स। ठीक है, दैट इज मीन नोट इन द ग्राफ आर बेसिक ब्लॉक्स, देयर इज अ एज फ्रॉम B1 to B2 इफ एंड ओनली इफ B2 इमीडिएटली फॉलो B1। अब मान लीजिए आपके जो भी ब्लॉक्स हैं वो सारे क्या बना दिए आपने? नोट्स बना दिए। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि B1 से B2 का आप एक एज डिजाइन कर रहे हैं तो दैट इज ओनली ये कब होगा? इफ एंड ओनली इफ B2 इमीडिएटली फॉलो B1 इन सम एग्जीक्यूशन, यानी B2 का पहला इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए B2 का पहला इंस्ट्रक्शन I4 है और B1 का लास्ट इंस्ट्रक्शन I3 है, तो I3 और I4 सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन है आपके और वो किसी एग्जीक्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, देन यू ओनली डिजाइन अ एज फ्रॉम B1 to B2। ठीक है, तो B1 और B2 में इंस्ट्रक्शन में का सीक्वेंस है आपकी, B1 के बाद B2 के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोग्राम, देन आप क्या बनाएंगे? B1 से B2 एक एज बनाएंगे। तो इस तरीके से आप सारे नोट्स क्रिएट करेंगे, जितने भी बेसिक ब्लॉक्स हैं आपके वो सारे नोट बन जाएंगे कंट्रोल फ्लो ग्राफ के, और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे आप एज को ट्रांसफर करेंगे व्हेन द ब्लॉक फॉलो सेकंड ब्लॉक। ठीक है, यानी कि सेकंड ब्लॉक आपका फर्स्ट ब्लॉक को फॉलो कर रहा है, एक ब्लॉक से ब्लॉक को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है इन सम एग्जीक्यूशन, देन आप क्या करेंगे? उसमें एज क्रिएट करेंगे। ठीक है, नाउ अदर देन दैट ऑल बेसिक ब्लॉक्स, जितने भी आप बेसिक ब्लॉक एज अ नोट क्रिएट करते हैं, इसके अलावा आपकी दो स्पेशल नोड हम यहां पे कंट्रोल फ्लो ग्राफ में यूज करते हैं। ठीक है, देयर इज टू डेजिग्नेटेड ब्लॉक इन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ, द फर्स्ट वन इज एंट्री ब्लॉक एंड द सेकंड वन इज एग्जिट ब्लॉक। एंट्री ब्लॉक अलाउ द कंट्रोल टू एंटर इनटू कंट्रोल फ्लो ग्राफ एंड कंट्रोल फ्लो लीव्स थ्रू द एग्जिट ब्लॉक, यानी कि आपके जितने भी बेसिक ब्लॉक्स हैं आपने डिजाइन किए हैं प्रोग्राम में B1 B2 B3। ठीक है, अब तो जो भी आपके जितने भी नोड्स हैं सारे बेसिक ब्लॉक आपने यहां पे डिजाइन कर दिए। उसके अलावा आपको एक स्पेशल ब्लॉक दैट इज एंट्री ब्लॉक एंड एक ब्लॉक दैट इज एग्जिट ब्लॉक को इंक्लूड करना है इन द ग्राफ। ठीक है, एंट्री ब्लॉक से हम क्या बोल रहे हैं कि आप बेसिक ब्लॉक में एंटर करेंगे एंड लास्ट ब्लॉक से आप जैसे एग्जिट जाएंगे, एग्जिट से आप क्या बोल रहे हैं कि यू जस्ट लीव थ्रू अ ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक के बाद यानी उस ग्राफ के बाहर जा रहे हैं आप एग्जिट स्टेटमेंट के। तो दैट इज द कंप्लीट नेचर ऑफ द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। इस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, इनमें जो आपस में एजेस होगी वो डिपेंड करेगी आपके इंस्ट्रक्शन पे, किस टाइप के इंस्ट्रक्शन वहां पे स्टोर हो रहे हैं एंड सो ऑन। ये तो स्पेशल ब्लॉक आपको यूज करना है जनरली एग्जिट। एंट्री ब्लॉक आप ऑलवेज यूज करेंगे, एग्जिट ब्लॉक भी आपको ऑलवेज यूज करना है। मान लीजिए आपको किसी पर्टिकुलर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन को क्या करना है? क्रिएट करें, यानी मान लीजिए आपके पास एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है और आपने उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट के लिए 3 एड्रेस कोड क्रिएट किया और आपने एक एग्जिट ब्लॉक ऑलरेडी, यानी कि एग्जिट स्टेटमेंट ऑलरेडी क्या कर रखा है? लास्ट में मेंशन कर रखा है, और उस एग्जिट स्टेटमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं? अलग से ब्लॉक बना रहे हैं। तो फिर आपको ये ब्लॉक बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बट आपको ऑलरेडी एक क्रिएटेड कोड दिया है और वहां पे कहीं भी एग्जिट स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो फिर इन दैट केस आपको क्या करना है? लास्ट में एक एग्जिट ब्लॉक डिजाइन करना है। ठीक है, तो वो आपके कोड पे डिपेंड करेगा, बट ये दो ब्लॉक ऑलवेज प्रेजेंट होंगे आपके एंट्री ब्लॉक एंड एग्जिट ब्लॉक इन एवरी कंट्रोल फ्लो। ठीक है, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल से हम इसको समझते हैं किस तरीके से क्रिएट करेंगे। ओके, सो ये 3 एड्रेस कोड दिया हुआ है, जस्ट क्रिएट द बेसिक ब्लॉक्स। फर्स्ट बेसिक ब्लॉक क्रिएट करना है आपको और फिर उस बेसिक ब्लॉक से हमें कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाना है। ठीक है, वी वांट टू डिजाइन द कंट्रोल फ्लो ग्राफ। ठीक है, यानी हमें क्वेश्चन क्या दिया है? डिजाइन कंट्रोल फ्लो ग्राफ CFG फॉर दिस। तो देखिए सबसे पहले तो आपको लीडर फाइंड करना है, यानी बेसिक ब्लॉक बनाने है तो लीडर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑलवेज अ लीडर, तो हम राइट लगा दिया यहां पे दैट इज अ लीडर। ठीक है, इफ a is less than b go to 3, तो एनी इंस्ट्रक्शन दैट इज टारगेट ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन, कंडीशनल और अनकंडीशनल का जो भी टारगेट होगा दैट इज आल्सो लीडर टू गो टू 3, यानी कि थर्ड नंबर वाला आपका लीडर बनेगा दैट इज लीडर। नाउ एनी इंस्ट्रक्शन दैट इमीडिएटली फॉलो जंप इंस्ट्रक्शन इज आल्सो लीडर, यानी गो टू 3 का जंप इंस्ट्रक्शन क्या है? इमीडिएट इंस्ट्रक्शन कौन सा है? सेकंड 2 इस जंप का इमीडिएट इंस्ट्रक्शन कौन सा है? 2, यानी इट इज आल्सो लीडर। नाउ यहां पे आपने क्या लिखा है? गो टू 6, यानी 6 इज आल्सो लीडर। ठीक है, इसके अलावा आपने जंप इंस्ट्रक्शन कहां पे लिखा? तो ये लीडर जिसके बाद वाला लीडर होना चाहिए, तो ऑलरेडी लीडर बन चुका है। ठीक है, नाउ गो टू 1, तो 1 पे जाएंगे आप, 1 के बाद जो लिखा है दैट इज आल्सो लीडर, तो ये भी आपका ऑलरेडी लीडर। ठीक है, ऑलरेडी आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, नाउ सो आपने यहां पे सबसे पहले तो जो भी जंप इंस्ट्रक्शन है गो टू 3 थर्ड को लीडर बनाया, गो टू 6 6 को लीडर बनाया, गो टू 1 1 ऑलरेडी आपका लीडर ही होगा फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, एंड टारगेट के बाद वाले यानी कि जंप इंस्ट्रक्शन के बाद वाले 3 के बाद वाला लीडर, 6 के बाद वाला लीडर, 1 के बाद वाला लीडर, दैट ऑल आर लीडर्स। ठीक है, अब 5 वाला लीडर नहीं बनेगा क्योंकि ना तो ये किसी का टारगेट है और ना ही कहीं जंप से आप यानी कि किसी टारगेट, किसी के पर्टिकुलर टारगेट का पे आपने 5 नहीं लिखा है, गो टू 3 गो टू 6 कहीं पे आपने 5 इंस्ट्रक्शन पे टारगेट नहीं दिया और ना ही किसी जंप इंस्ट्रक्शन के बाद वो लिखा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ लीडर। सो फर्स्ट बेसिक ब्लॉक इसके लिए क्रिएट होगा आपका B1 ब्लॉक, दैट ब्लॉक क्रिएट फॉर दिस फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दैट कंटेन ओनली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो ये पहला ब्लॉक जो बनेगा इसमें आपका क्या आएगा? दैट इज इसको आप I1 इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। इफ a is less than b go to 3, दैट इज इन द ब्लॉक 1, दैट इज कॉल्ड B1 ब्लॉक, इसको B1 ब्लॉक बोल दिया। ये B2 ब्लॉक में आपका क्या आएगा? गो टू 6, 6 पोजीशन पे आपका B2 ब्लॉक होगा। ठीक है, फिर आपका थर्ड इंस्ट्रक्शन अगेन सेपरेट ब्लॉक में जाएगा, इट इज आल्सो लीडर, दैट कंटेन b1 = y + z। अब देखिए यहां पे फर्स्ट लीडर के बाद हमें लीडर बेसिक ब्लॉक का रूल क्या होता है? आपका लीडर इंक्लूड किया और अप टू नेक्स्ट लीडर सारे इंस्ट्रक्शन आने चाहिए, बट फर्स्ट के बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन इज आल्सो लीडर, सेकंड के बाद थर्ड इज आल्सो लीडर, तो ये तीनों सेपरेट बन गए। अब थर्ड के बाद 6 नंबर पे लीडर यानी 4 और 5 इसी ब्लॉक में आपको इंक्लूड करना है, दैट इज x = b1 एंड गो टू 1, तो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ तीनों इंस्ट्रक्शन इसी ब्लॉक में आएंगे आपके, दैट इज दिस बेसिक ब्लॉक। ठीक है, एंड लास्ट दैट इज b4, इन दैट केस b4 इस पर्टिकुलर नेक्स्ट ब्लॉक में आप क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर ब्लॉक में आपका क्या आएगा? दैट इज गो टू 1। ठीक है, इस ब्लॉक में आपने लिखा 6 and 7 इंस्ट्रक्शन, दैट इज p2 = p + q एंड b = p2, ये दोनों इंस्ट्रक्शन आपने यहां पे लिखे बिकॉज़ 6 इज लीडर एंड 6 के बाद 7, जब तक नेक्स्ट लीडर नहीं मिले तो लास्ट इंस्ट्रक्शन जो आपका वो भी इसी में आएगा, दैट इज b4 ब्लॉक। ठीक है, नाउ अब यहां पर आपको क्या करना है? एजेस कंट्रोल फ्लो ग्राफ है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक पे एज का हम ट्रांसफर करेंगे जब सेकंड ब्लॉक फर्स्ट वाले को फॉलो कर रहे हैं, यानी आपने लिखा है a is less than b go to 3, तो a is less than b कंडीशन ट्रू, तो go to 3 थर्ड वाला इंस्ट्रक्शन किस ब्लॉक में आपका? सो दैट इज b1 = y + z, यानी कि कहां पे आपका? p3 में। तो देखिए आपको यहां पे एज क्या बनानी है? दैट इज पहले इसमें आपने एज बना दी, यहां से b1 से आप कहां पे जाएंगे? goes to b3। ठीक है, if this condition is true, if a is less than b is true, then go to 3 and 3 इंस्ट्रक्शन किस ब्लॉक में आपका है? b3 ब्लॉक में, तो यहां चलेगा। if this condition is false, ये false होता है तो आपको जस्ट सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है b2, तो आप यहां पे आ गए, दैट इज b2। ठीक है, नाउ b2 पे आपका अनकंडीशनल जंप है, यानी कि जब भी कंडीशनल जंप होगा आपका दो एजेस जाएगी, एक ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए, यानी अगर ये ट्रू होता है तो यहां पे जा रहा है और अगर ये फॉल्स होता है तो यहां पे जाएगा आपका।